हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं फिर से न्यू एपिसोड लेकर आ गया हूँ और मैं स्टोरी का नाम चेंज कर दिया हूँ। मैं इसका रीबॉर्न एम्परर को हटाकर दी रीबॉर्न एम्परर रख दिया हूँ इस नॉवल का नाम। तो अब से आप जब भी सर्च मारिएगा तो दी रीबॉर्न एम्परर सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा एपिसोड। और अब से इसी चैनल पर वीडियो आएँगे क्योंकि उस चैनल पर आप सभी को पता ही होगा कि मेरा चैनल डिमोनेटाइज़ हो गया है। तो अब से जितने भी रीबॉर्न के एम्परर आएँगे, इस पर आएँगे और मैं इस पर क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा हूँ। हो सकता है ये चैनल मोनेटाइज़ हो जाए, तो और भी ठीक है। हुँ। क्योंकि इस चैनल पर मैंने कुछ एपिसोड चढ़ाए थे, तो वो रीयूज़ कंटेंट आ गया था इस पर भी, तो हो सकता है इस चैनल मोनेटाइज़ हो जाए अच्छा ही कंटेंट बनाकर मैं डालूँ तो। तो अब से जितने भी एपिसोड आएँगे, वो इसी पर आएँगे रिबॉर्न एम्परर का। अगर हाँ, आप नए व्यूअर हैं, तो उनके लिए मैं एक न्यू स्टोरी चालू कर रहा हूँ इसी चैनल पर। और जो अब ये मेरे पिछला चैनल से आया है, आप सभी का स्वागत है इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो अब से आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर ही आगे का जितना भी रिबॉर्न का एम्परर का एपिसोड है, वो आप इस पर ही आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप सभी को धन्यवाद इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अब जितने भी एपिसोड हैं, जितने भी नॉवल के आएँगे, तो उसमें मैं क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी रहेगा उसमें और वॉइस भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो आप सभी को सुनने में एन्जॉय आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चित्र में दिखाई गई अत्यंत सुंदर महिला के ताई शहर में स्थित सोआरिंग ड्रैगन सेलेस्टियल किंगडम के निवास में होने की जानकारी होने के बावजूद सोआरिंग ड्रैगन सेलेस्टियल किंगडम के किसी भी व्यक्ति, जिसमें सम्राट धर्मपाल भी शामिल थे, ने कोई भी नापाक विचार मन में लाने का साहस नहीं किया। सबसे पहले बैंगनी वस्त्र पहने वह युवक जो हमेशा उस स्त्री के साथ रहता था, बहुत रहस्यमयी था। कोई भी उसकी पृष्ठभूमि की पूरी तरह पुष्टि नहीं कर सकता था, इसलिए वे उसे बेवजह अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर पाए। दूसरे, चूंकि उस स्त्री के चित्र पूरे ताई शहर में फैले हुए थे, इसलिए बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के विशेषज्ञ जरूर उसमें रुचि रखते होंगे। वे जानते थे कि इन विशेषज्ञों का उनसे कोई मुकाबला नहीं। इन कारणों से, हालांकि घर में कोलाहल मचा हुआ था, आकर्ष और चारवी का आंगन अपेक्षाकृत शांत था। हालांकि ये तूफान से पहले की शांति मात्र थी। लौकिक, जो अभी अभी बाहर से लौटा था, गंभीरता से बोला, भाई आकर्ष, मिस चारवी के चित्र पूरे ताई शहर में प्रसारित हो चुके हैं। उच्च श्रेणी के दिव्य साम्राज्यों से निपटना मुश्किल नहीं है, लेकिन समस्या बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के साथ है। उनसे निपटना मुश्किल होगा। अमित के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था जब उसने कहा, मुझे नहीं लगता था कि बादल चट्टान वाले स्वर्गीय साम्राज्य का सम्राट इतनी निर्णायक और तेजी से कार्रवाई करेगा। हालांकि उसे आकर्ष और चारवी के रिश्ते के बारे में यकीन नहीं था, कम से कम उसे इतना तो यकीन था कि आकर्ष और चारवी दोस्त थे। इसीलिए वह नहीं चाहता था कि आकर्ष के दोस्त को कोई नुकसान पहुंचे। आकर्ष का दोस्त उसका भी दोस्त था। जैसे ही लौकिक ने बोलना समाप्त किया, आकर्ष के जवाब देने से पहले ही बाहर से एक गरजती हुई आवाज गूंजी, मैं ताई दिव्य संप्रदाय का एल्डर भार्गव हूँ। चित्र में दिख रही महिला को तुरंत मेरे पास लाओ। लौकिक की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। ताई दिव्य संप्रदाय का बुजुर्ग, उसने मन ही मन बुदबुदाया, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ताई दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग दिव्य ड्यूक हैं। अगर यह व्यक्ति सचमुच भार्गव है, तो वह दिव्य ड्यूक ही होगा, स्वर्गीय ड्यूक। यहाँ तक कि सोआरिंग ड्रैगन सेलेस्टियल किंगडम, जो एक उच्च श्रेणी का सेलेस्टियल किंगडम था, में भी कोई सेलेस्टियल ड्यूक नहीं था। राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल एक सर्वोच्च स्वर्गीय सर्वोच्च सेलेस्टियल था। सेलेस्टियल ड्यूक सोआरिंग ड्रैगन सेलेस्टियल किंगडम के लिए एक बड़ा खतरा था। ताई दिव्य संप्रदाय का मुखिया एक दिव्य ड्यूक है। लौकिक की बातें सुनकर अमित का चेहरा बिगड़ गया। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक उभर आई। हालांकि उसे उम्मीद थी कि 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के कुछ विशेषज्ञ चारवी की तलाश में आएंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मुसीबत मोल लेने वाला पहला व्यक्ति एक दिव्य ड्यूक होगा। ताई दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग आकर्ष, जिसकी अभिव्यक्ति पूरे समय शांत रही, में अंततः थोड़ा परिवर्तन दिखा जब उसने ताई दिव्य संप्रदाय द्वारा व्यवस्थित उड़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के निवास के बाहर से गड़गड़ाहट वाली आवाज सुनी। इस समय एक पीले वस्त्र पहने, मध्यम कद काठी और साधारण दिखने वाला अधेड़ व्यक्ति उड़ते हुए ड्रैगन के दिव्य साम्राज्य के निवास के बाहर मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। अपनी उपस्थिति के बावजूद वह एक गरिमामय और राजसी भाव लिए हुए था। इस समय शुरू में खाली पड़ा प्रांगण धीरे धीरे शोरगुल से आकर्षित लोगों से भर गया। इन लोगों में 100 साल से कम उम्र के कुछ शक्तिशाली लोग, कुछ राजकुमार और उनके अधीनस्थ भी थे। ताई दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग, मेरे ज्ञान के आधार पर ताई दिव्य संप्रदाय का सबसे कमजोर बुजुर्ग भी एक बुनियादी दिव्य ड्यूक है। दूसरे शब्दों में, ये व्यक्ति एक दिव्य ड्यूक होना चाहिए। किसने सोचा होगा कि बैंगनी वस्त्र पहने युवक और 13वें राजकुमार के बगल वाली महिला के प्रकट होने के बाद ताई दिव्य संप्रदाय का बुजुर्ग पहले आएगा।
ताइयी दिव्य संप्रदाय का सिर्फ एक बुजुर्ग आसानी से पूरे उड़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। उसकी आभा के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक दिव्य ड्यूक है। उनमें से अधिकांश लोग ताइयी दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग का अभिवादन करने से पहले उड़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सम्राट धर्मपाल के आने का इंतजार कर रहे थे। महामहिम अभी तक नहीं आए। क्या होगा यदि ताइयी दिव्य संप्रदाय का बुजुर्ग अपना आपा खो दे, क्योंकि उसे लगता है कि हम अनादर कर रहे हैं और वह हमें मार देता है। सब अभी भी परेशान थे कि तभी हवेली से एक आवाज आए, बड़े भार्गव, अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत करने में देर करने के लिए मुझे माफ करना। तभी ड्रैगन की पोशाक पहने धर्मपाल कई आदमियों के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति का आदरपूर्वक सम्मान किया। नमस्कार बड़े भार्गव। उसके बाद सामने के आंगन में इकट्ठा हुए लोगों ने झुककर पीले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का एक साथ अभिवादन किया। भार्गव ने धर्मपाल की ओर देखा और विनम्रता से रहित स्वर में बोले, आप उड़ते ड्रैगन स्वर्गीय साम्राज्य के सम्राट हैं? हाँ, धर्मपाल ने मन ही मन आह भरते हुए तुरंत जवाब दिया। अफवाह है कि क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम का सम्राट मेघराज बहुत चालाक है। कौन जानता था कि ताइयी शहर में उस महिला के चित्र फैलाने से पहले वह प्रमुख सेलेस्टियल संप्रदायों के विशेषज्ञों को इसकी जानकारी दे देगा। धर्मपाल ने भार्गव के बारे में भी सुना था। वह एक कामुक व्यक्ति था जो औरतों के बिना नहीं रह सकता था। हालांकि उसे अभी भी उम्मीद नहीं थी कि भार्गव सबसे पहले आएगा। इस पर विचार करने के बाद उसे यकीन हो गया कि मेघराज ने जानबूझकर ऐसा करने की योजना बनाई थी, वरना भार्गव इतनी जल्दी नहीं पहुंचता। भार्गव ने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में मौजूद चित्र दिखाते हुए दबंगई से कहा, मुझे यकीन है कि तुमने मेरी बातें पहले ही सुन ली हैं। उस औरत को फौरन मेरे पास लाओ। चित्र में एक सुंदर और बेदाग आकृति वाली महिला दिखाई दे रही थी। इसके अलावा उसका शरीर बेहद आकर्षक था। चित्र बिल्कुल सजीव लग रहा था। हालांकि वहां मौजूद ज्यादातर लोग चित्र देख चुके थे, फिर भी जब उन्होंने चित्र को दोबारा देखा तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एल्डर भार्गव, मैं, धर्मपाल ने असहजता से कहा, अपनी कठिनाइयों को समझाने की कोशिश करते हुए। हालांकि धर्मपाल की बात पूरी होने से पहले ही चारों तरफ से एक कोमल और उभलती आवाज गूंजी। भार्गव, तुम बहुत तेज काम करते हो। अगर मैं थोड़ी देर से पहुंचता तो तुम इस खूबसूरत लड़की को ले जाते। सूश, हवा की गति जितनी तेज चलने वाली एक आकृति भार्गव के पास प्रकट हुई। पल भर में एक कर्कश और ऊर्जावान आवाज हवा में गूंजी और एक उपहास की आवाज सुनाई दी, वह हसीना मेरी है, तुम दोनों चुदवा सकते हो। तभी एक लंबा, मजबूत कद काठी वाला मध्यम आयु का व्यक्ति सबके सामने आया। प्रियांशु, तारकेश, एक के बाद एक प्रकट हुए दो व्यक्तियों को देखकर भार्गव के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों लोग भी आएंगे। 1000 मकड़ी वाले दिव्य संप्रदाय का संरक्षक था और दूसरा मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय का एक बुजुर्ग। सबसे खास बात यह थी कि दोनों नवागंतुक भी उसी की तरह दिव्य ड्यूक थे। हालांकि वह जानता था कि ये दोनों भी ताइयी शहर में हैं और उनकी भी उसकी तरह खूबसूरत महिलाओं के प्रति रुचि है, फिर भी उसने उनसे इतनी जल्दी ऐसा व्यवहार करने की उम्मीद नहीं की थी। प्रियांशु, तारकेश, भार्गव की बातें सुनकर धर्मपाल की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक डर का भाव उभर आया। ये दोनों लोग भी आए हैं। हालांकि उसने पहले कभी प्रियांशु या तारकेश को नहीं देखा था, लेकिन उसने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। प्रियांशु 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के एक संरक्षक बुजुर्ग, एक दिव्य ड्यूक थे। तारकेश मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के एक बुजुर्ग, एक सेलेस्टियल ड्यूक भी थे। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में 5 विशेषज्ञ हैं जिन्हें सुंदर स्त्रियों से बहुत लगाव है। कौन जानता था कि उनमें से 3 आज प्रकट होंगे। धर्मपाल ने मन ही मन आह भरी, लेकिन बैंगनी वस्त्रधारी युवक के साथ वाली स्त्री सचमुच हर दृष्टि से निर्दोष है। सभी सामान्य पुरुष उसके रूप रंग पर मोहित हो जाएंगे। बाकी 2 तो शहर में नहीं होंगे, वरना इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ 3 की बजाय 5 लोग होते। धर्मपाल को अपना संयम बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार 3 दिव्य ड्यूक अचानक उसके सामने प्रकट हो गए थे और इस समय तीनों दिव्य ड्यूक उसे गौर से देख रहे थे। उसे ऐसा दबाव महसूस हो रहा था मानो 3 पहाड़ उस पर दबाव डाल रहे हों, जिससे उसे घुटन महसूस हो रही थी। मेरे प्रभुओं, मैं, उड़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सम्राट और स्वर्ग पद पर आसीन सर्वोच्च दिव्य धर्मपाल 3 दिव्य ड्यूकों के दबाव के आगे खुद को घुटन महसूस कर रहे थे। वह आकाश की रहस्यमय और संभवतः प्रभावशाली पृष्ठभूमि के कारण अपनी अनिच्छा और आशंका को व्यक्त करने के लिए शब्द खोजने की कोशिश कर रहे थे।
वह 3 दिव्य द्यूकों को ये बताने के लिए तैयार थे कि 1000 मकड़ियों के संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख के अंतिम प्रत्यक्ष शिष्य और वर्तमान संप्रदाय प्रमुख की छोटी बहन शर्मिला ने भी आकर्ष के खिलाफ लापरवाही से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। इसके साथ उनका मानना था कि भले ही 3 दिव्य द्यूक पीछे न हटें, कम से कम वे चारवी को उन्हें न सौंपने के लिए उनके खिलाफ नहीं होंगे। इस समय घटनास्थल पर उपस्थित अधिकांश लोगों ने दूर तक देखा और आश्चर्य से चिल्लाकर धर्मपाल को टोक दिया, यह महामहिम 13वें राजकुमार हैं। धर्मपाल ने भी बोलने की योजना रोकी और दूर तक देखा। उसने 5 लोगों को अपनी ओर आते देखा। एक बैंगनी वस्त्र पहने युवक, एक सुनहरे वस्त्र पहने युवक, एक नीले वस्त्र पहने युवक और एक सफेद वस्त्र पहने महिला सबसे आगे चल रहे थे। एक नज़र में ही उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य के लोगों ने सुनहरे वस्त्र पहने उस युवक को उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य के 13वें राजकुमार लौकिक के रूप में पहचान लिया। ये तो अगले ही पल सफेद वस्त्र पहने उस महिला को देखकर वे अचंभित रह गए। वह बेहद चमकदार थी। वह अंधेरे में चमकते मोती की तरह थी जो दुनिया को रोशन कर रही थी। उसकी पतली बाहें, साफ आंखें, तेजस्वी चेहरा और एक सुंदर और मोहक आकृति थी। इसके अलावा उसने एक पतला सफेद वस्त्र पहना हुआ था। अपनी शीतल आभा के साथ वह मानो नश्वर संसार में अवतरित हुई कोई परी हो। वह सचमुच बेदाग सुंदर थी। ऐसा लग रहा था मानो विधाता ने उसे रचते समय विशेष ध्यान दिया हो। ये चित्र में दिख रही महिला है खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। असल जिंदगी में तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत है। ये स्वाभाविक ही है। एक चित्र की तुलना किसी वास्तविक व्यक्ति से कैसे की जा सकती है। ये सचमुच अकल्पनीय है कि ऐसी सुंदरता इस दुनिया में मौजूद है। उसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि मैंने इतने साल व्यर्थ नहीं जिए। मैंने उसे पहले भी देखा है, हालांकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उस समय उसने टोपी और घूंघट पहना हुआ था। किसने सोचा होगा कि टोपी और घूंघट के नीचे इतनी खूबसूरती छिपी होगी। चारवी ने आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चूंकि उसका रूप पहले ही उजागर हो चुका था, इसलिए अब उसके लिए घूंघट और टोपी पहनने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए आकर्ष ने उसे इस बार टोपी और घूंघट नहीं पहनाया। वह खुश थी कि अब उसे अपना रूप नहीं छिपाना पड़ेगा, मानो उसे बाहर घात लगाए बैठे खतरे का अंदाजा ही न हो। उसे किसी संकट का जरा भी एहसास नहीं था। इस पल उसने आत्मीयता से आकर्ष का हाथ थाम लिया। आकर्ष, जो आकर्षक और सुंदर था, चारवी के साथ मिलकर उन्हें एक सुनहरे जोड़े, स्वर्ग में बनी जोड़ी जैसा बना रहा था। आकर्ष अपनी ओर चाकू जैसी नजरों को महसूस कर सकता था। अगर नजरें जानलेवा होती तो वह 1000 बार मर चुका होता। तीनों दिव्य ड्यूक की नजरें खास तौर पर डरावनी थीं। उनका दबाव उस पर 3 पहाड़ों की तरह टूट रहा था। ताई दिव्य संप्रदाय के ज्येष्ठ भार्गव, 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के संरक्षक प्रियांशु और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के ज्येष्ठ तारकेश। आकर्ष ने तीनों दिव्य ड्यूकों की ओर देखा। उनकी तीखी निगाहों और तीव्र दबाव के बावजूद उसके भाव अपरिवर्तित रहे। सबसे आगे चलने वाला दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राहुल था। वहीं समूह का 5वां और आखिरी व्यक्ति जो 4 लोगों के पीछे चल रहा था, वह केदार था। इस समय स्वर्ग श्रेणी के सर्वोच्च दिव्य पुरुष केदार 3 दिव्य राजकुमारों के सामने आने पर भीतर ही भीतर भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। उनके जैसे स्वर्ग श्रेणी के सर्वोच्च दिव्य पुरुष की तो बात ही छोड़िए, एक सर्वोच्च दिव्य पुरुष भी एक दिव्य पुरुष के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि एक मूल दिव्य पुरुष भी एक सर्वोच्च दिव्य पुरुष से कहीं श्रेष्ठ था। आकर्ष से नजरें हटाकर ताई दिव्य संप्रदाय के वरिष्ठ भार्गव ने दोनों दिव्य राजकुमारों की ओर देखा और अपनी आंखों में एक दुष्ट चमक के साथ कहा, सज्जनों, सुंदरता यहाँ है, क्या हम इस पर चर्चा करें कि वह किसके साथ जाएगी। इस समय तीनों दिव्य ड्यूकों ने आकर्ष की पूरी तरह से अवहेलना की थी। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। आखिरकार ये स्वाभाविक ही था। उनकी नज़र में आकर्ष बस एक तुच्छ व्यक्ति था। तो क्या हुआ अगर उसके उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के 13वें राजकुमार के साथ अच्छे संबंध थे। ये बेकार था। अगर वे चाहें तो 13वें राजकुमार को बिना किसी परिणाम के मार सकते थे। इससे पता चलता था कि दिव्य ड्यूक कितना शक्तिशाली होता है। मैं एल्डर भार्गव से सहमत हूँ। 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के संरक्षक प्रियांशु भार्गव से सहमत थे। उन्होंने मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के एल्डर तारकेश की ओर देखा, उनके उत्तर की प्रतीक्षा में। भार्गव, प्रियांशु और तारकेश 2 रूपों वाले दिव्य राजकुमार थे। वे सभी एक दूसरे की साधना के आधार को जानते थे। वे जानते थे कि लड़ना व्यर्थ है क्योंकि इसका परिणाम केवल बराबरी पर ही होगा। लड़ना व्यर्थ था। उनके लिए इस विषय पर चर्चा करना अधिक कुशल होगा। भार्गव और प्रियांशु ने तारकेश की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। उन्हें पूरा यकीन था कि तारकेश मान जाएगा, लेकिन तारकेश ने साफ मना कर दिया। मैं तैयार नहीं हूँ।
फिर उसने कहना जारी रखा, मुझे पता है तुम दोनों क्या सोच रहे हो। तुम सुंदरता बांटना चाहते हो, लेकिन मैं, तारकेश, उस औरत को कभी नहीं बांटूंगा जिसे मैं पसंद करने लगा हूँ। वह सिर्फ मेरी और सिर्फ मेरी ही हो सकती है। उसने भार्गव और प्रियांशु की ओर देखा, फिर चार्वी को अधिकार भरी नजरों से देखा, मानो वह उसे अपनी संपत्ति समझ चुका हो। तारकेश, क्या तुम हम दोनों को नजरअंदाज करोगे? भार्गव और प्रियांशु की अभिव्यक्ति भद्दी हो गई जब उन्होंने तारकेश को घूरा। हम सभी 2 रूपों वाले दिव्य ड्यूक हैं। अगर तुम थोड़े ज्यादा ताकतवर भी हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों से एक साथ बचाव कर सकते हो? भार्गव और प्रियांशु ने तारकेश को ऐसे देखा जैसे तारकेश कोई मूर्ख हो। 2 रूपों वाले दिव्य ड्यूक। तारकेश की मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि तारकेश की मुस्कान से भार्गव और प्रियांशु को लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी वे तारकेश की ओर बढ़ते हुए हिचकिचाए। तारकेश के आत्मविश्वास के कारण वे सतर्क थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने रास्ते में आने नहीं दिया। ये देखकर तारकेश ने बिना किसी चिंता के उपहास किया। पलक झपकते ही उसकी दिव्य मूल ऊर्जा एक उग्र अजगर की तरह उसके शरीर से बाहर निकल आई। गौर से देखने पर पता चलता है कि भार्गव और प्रियांशु की दिव्य मूल ऊर्जा में आत्मिक सर्पों की 2 लड़ियां थीं। दूसरी ओर तारकेश की दिव्य मूल ऊर्जा में आत्मिक सर्पों की 3 लड़ियां थीं। धमाका। जैसे ही तारकेश भार्गव और प्रियांशु से टकराया, हवा में एक जबरदस्त धमाका हुआ। टक्कर से उठी शॉकवेव्स ने सामने के आंगन को तहस नहस कर दिया। सामने के आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा था जहां 3 दिव्य ड्यूक मंडरा रहे थे। फिर दरारें बनने लगी और बिजली की गति से फैलने लगी। ... सामने के आंगन में हो रही गड़बड़ी बाहर तक फैल गई, जिससे कई लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। क्या हो रहा है? ये शोरगुल क्या है? क्या ये ताइगी दिव्य संप्रदाय द्वारा व्यवस्थित उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य का निवास नहीं है? अंदर क्या हो रहा है? मुझे मत बताओ कि इसका चित्रों में दिख रही महिला से कुछ लेना देना है। इसकी पूरी संभावना है। फिर भी ये हंगामा काफी बड़ा है। ये किसी सर्वोच्च स्वर्गीय शक्ति के कारण होने की संभावना नहीं है ना? उड़ते हुए ड्रैगन के स्वर्गीय राज्य के निवास के आसपास के लोग स्तब्ध और भ्रमित थे। ऐसा लग रहा था मानो निवास पर किसी प्रचंड तूफान ने हमला कर दिया हो और उसे पहचान पाना मुश्किल हो गया हो। उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य एक उच्च श्रेणी का दिव्य साम्राज्य था। इसके अलावा उनके दल का नेतृत्व स्वयं उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सम्राट द्वारा किया जाता था। इसलिए ताइगी दिव्य संप्रदाय द्वारा उनके लिए तैयार किया गया आवास मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के दिव्य साम्राज्यों से बेहतर था। उनका निवास असाधारण रूप से विशाल था। केवल सामने का आंगन ही एक निम्न श्रेणी के दिव्य साम्राज्य के पूरे निवास के आकार का था। हालांकि इस समय विशाल सामने का आंगन ऐसे तहस नहस हो गया था मानो अभी अभी कोई प्रचंड तूफान आया हो। पत्थर की टाइलें, पेड़ पौधे उखड़कर हर जगह बिखर गए थे। तो ये दिव्य ड्यूक की ताकत है। क्या तुमने सुना नहीं कि 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के संरक्षक प्रियांशु ने क्या कहा? वे तीनों 2 रूपों वाले दिव्य ड्यूक हैं। दिव्य ड्यूक्स के साधना आधार के 9 विभाग होते हैं। एक मूल दिव्य ड्यूक सबसे कमजोर होते हैं और 2 रूप दिव्य ड्यूक्स एक मूल दिव्य ड्यूक से एक स्तर अधिक शक्तिशाली होते हैं। खैर, अगर वे 2 रूप वाले दिव्य ड्यूक हैं तो विनाश का ये स्तर आश्चर्यजनक नहीं है। मुझे मत बताइए कि आप में से किसी ने यह नहीं पाया है कि यद्यपि हम युद्ध के इतने करीब हैं, फिर भी उनकी ऊर्जा हमसे दूर है। आप ठीक कह रहे हैं। जब शॉकवेव ने घर के सामने वाले आंगन को तहस नहस कर दिया, तो उड़ते हुए ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के लोग प्रतिक्रिया से बचने के लिए आकाश में ऊपर उठ गए। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चल गया कि शॉकवेव जानबूझकर उनसे बच रही थी। दरअसल भार्गव, प्रियांशु और तारकेश ने उड़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के लोगों का ध्यान रखा था और उन्हें नुकसान पहुंचाने से परहेज किया था। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो वे उस चीज को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहते थे जिसे वे पहले से ही अपना मानते थे। इसके अलावा वे बंजर भूमि महाप्रतियोगिता में भाग लेने आए 100 साल से कम उम्र के महाशक्तियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। आखिरकार अगर इन युवा महाशक्तियों को नुकसान पहुंचाया गया तो उन्हें अपने अपने संप्रदाय के नेताओं को अपनी बात समझानी पड़ेगी। दर्शकों ने अपने आसपास का जायजा लिया। धूल जमने के बाद उन्होंने पाया कि सामने का आंगन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सम्राट धर्मपाल भी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 3 दिव्य राजकुमारों के बीच सिर्फ एक ही मुक्काबाजी से सामने के आंगन की ऐसी हालत हो जाएगी। उन्हें यह विनाशकारी शक्ति आश्चर्यजनक और भयावह लगी। इस बीच आकर्ष, चार्वी और अन्य 3 आकाश में मंडराते रहे और नीचे देखते रहे। लौकिक और आकर्ष के विपरीत जो शांत दिख रहे थे, अमित और केदार के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे।
इस बीच चारवी ने शांत भाव से आकर्ष की बांह को गले लगाया और मलबे का निरीक्षण किया। 3 प्रतिभाओं वाला दिव्य राजकुमार। आकर्ष की नज़र खंडहरों के बीच खड़ी एक लंबी आकृति पर पड़ी। यह आकृति मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के वरिष्ठ तारकेश की थी। वह छोटा सा स्थान जहां वह खड़ा था बिल्कुल अप्रभावित था। ऐसा लग रहा था मानो पहले वाली भयानक शक्ति उसके एक बाल को भी नहीं छू पा रही थी। तारकेश से कुछ 100 मीटर की दूरी पर 2 आकृतियां जिनके वस्त्र फटे हुए थे बेहद दयनीय लग रही थीं। ये 2 आकृतियां कोई और नहीं बल्कि ताई ही दिव्य संप्रदाय के वरिष्ठ भार्गव और 1000 मकड़ियों के संप्रदाय के संरक्षक प्रियांशु थे। मानो ये सब पहले से ही सोच समझ कर किया गया हो। भार्गव और प्रियांशु एक साथ कांप उठे और फिर मुंह में खून भरकर थूक दिया। उनके चेहरे कोरे कागज की तरह पीले पड़ गए थे। गहरी सांस लेने के बाद वे सदमे और भय से तारकेश को देखते हुए एक साथ चिल्लाए, तारकेश, तुम सचमुच कामयाब हो गए और 3 प्रतिभाओं वाले दिव्य ड्यूक बन गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले से ही इस पंक्ति का अभ्यास कर लिया था। 3 प्रतिभा दिव्य ड्यूक। भार्गव और प्रियांशु की बातें सुनकर आकर्ष और चारवी को छोड़कर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। 3 प्रतिभा वाले दिव्य ड्यूक, एक मूल दिव्य ड्यूक और 2 रूप दिव्य ड्यूक से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में 23 प्रतिभा वाले दिव्य ड्यूक से भी कम थे। ऐसा लगता है कि एल्डर तारकेश ने हाल ही में सफलता प्राप्त की है और 3 प्रतिभा वाले दिव्य ड्यूक बन गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर तारकेश को इतना भरोसा है कि वह उस सुंदरता को अपने लिए हासिल कर ही लेंगे। जैसा कि पता चला है वह पहले ही 3 प्रतिभाओं वाले दिव्य ड्यूक बन चुके हैं। चूंकि एल्डर भार्गव और संरक्षक प्रियांशु दोनों ही 2 रूपों वाले दिव्य ड्यूक हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। ऐसा लगता है कि यह सुंदरी एल्डर तारकेश के हाथों में पड़ जाएगी। जैसे ही उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, उन्होंने चारवी की ओर देखा जो आकर्ष के बगल में सहानुभूतिपूर्वक खड़ा था। सबकी चौकस निगाहों के नीचे तारकेश ने भार्गव और प्रियांशु की ओर उदासीनता से देखा और पूछा, सज्जनों, क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? भार्गव और प्रियांशु ने उसकी बातें सुनकर एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन वे चुप रहे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे साथ भी आ गए तो भी वे तारकेश के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि तारकेश अब 3 प्रतिभाओं वाला दिव्य राजकुमार था। हालांकि वे तैयार नहीं थे, लेकिन उनके पास उस सुंदरी को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। भार्गव और प्रियांशु की ओर से कोई आपत्ति न देखकर तारकेश खिलखिलाकर हंसा। फिर वह चारवी की ओर गोशावक की तरह उड़ गया। सब उसे देखते रहे क्योंकि वह न तेज था न धीमी। धर्मपाल जैसे लोग, जिन्हें आकर्ष की साधारण पृष्ठभूमि का संदेह था, तुरंत आकर्ष की ओर देखने लगे। वे उत्सुक थे कि आकर्ष कैसी प्रतिक्रिया देगा। वे सोच रहे थे कि क्या आकर्ष अपनी बगल वाली महिला की रक्षा कर पाएगा। उनकी राय में इस समय तारकेश को रोकने के लिए आकर्ष केवल अपनी असाधारण पृष्ठभूमि का खुलासा कर सकता था। आखिरकार आकर्ष चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अभी तक एक प्रतिभाशाली दिव्य ड्यूक के सामने कुछ भी नहीं था। जब तारकेश चारवी के पास पहुंचने वाला था तो एक बैंगनी आकृति चारवी के सामने चमक उठी, जिसने उसे तारकेश की अनियंत्रित निगाहों से बचा लिया। ये देखकर तारकेश के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। बच्चा, तू मौत चाहता है? उसकी आंखें ठंडी चमक से भर गईं, जैसे ही दिव्य मूल ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकली। साफ जाहिर था कि वह आकर्ष को मारने के लिए तैयार था, जो उसके और चारवी के बीच खड़ा था। हमला करने के लिए तैयार तारकेश का सामना करने पर आकर्ष की अभिव्यक्ति भावशून्य बनी रही, क्योंकि उसने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। 3 सांसों के भीतर दफा हो जाओ और मैं तुम्हारे व्यवहार को ढीला छोड़ दूंगा। अन्यथा आकर्ष की बात पूरी होने से पहले ही तारकेश ने व्यंग्य किया और बीच में ही बोल पड़ा, वरना क्या? उसने आकर्ष को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहना जारी रखा, तुम बंजर भूमि के दिव्य साम्राज्यों में से एक में एक तुच्छ चींटी हो। तुमने मेरे सामने ये कहते हुए अपनी हिम्मत कैसे की कि मैं दफा हो जाऊं? अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाऊंगा। जैसे ही उसने बात पूरी की, उसकी दिव्य उद्गम ऊर्जा आकर्ष की ओर एक भयंकर जानवर की तरह उमड़ पड़ी, जो आकर्ष को निगलने ही वाला था। आकर्ष ने धीमी आवाज में कहा, कहते हैं कि एक ही पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। तुम्हारे व्यवहार ने मुझे मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय से निराश कर दिया है। फिर उसने लौकिक की ओर मुड़कर कहा, 13वें राजकुमार, मैं शायद मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय में शामिल होने का तुमसे किया अपना वादा पूरा न कर पाऊं। हालांकि निश्चिंत रहो, अगर मैं मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय में शामिल नहीं भी हुआ तो भी मैं अपना दूसरा वादा जरूर पूरा करूंगा। स्वाभाविक रूप से आकर्ष के शब्दों और वादे की प्रकृति को केवल लौकिक और केदार ही समझ पाए।
लौकिक जानता था कि आकर्ष उसे सिंहासन पर बिठाने और सोआरिंग ड्रैगन सेलेस्टियल किंगडम का अगला सम्राट बनने में मदद करेगा, भले ही वह मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय में शामिल न हो। इससे पहले कि लौकिक जवाब दे पाता, हवा में जोरदार हंसी गूंज उठी। तारकेश ऐसे हंसा मानो उसने कोई मजेदार चुटकुला सुन लिया हो, क्योंकि उसकी दिव्य उद्गम ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी। उसने आकर्ष को ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख को देख रहा हो। मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय से निराश। मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय में शामिल नहीं हो रहे। जब तारकेश की हंसी आखिरकार रुकी तो उसने आकर्ष की ओर मजाक से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपनी मर्जी से मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय में शामिल हो सकते हो? फिर उसने कहा, बेटे, मैंने अपना मन बदल लिया है। शुरू में मैं तुम्हें आसानी से मौत देने वाला था, लेकिन ये देखते हुए कि तुम मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय का कितना अपमान करते हो, मैं तुम्हें इतना कष्ट दूंगा कि तुम मरने की कामना करने लगोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें मारूंगा। जब आकर्ष चार्वी को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ था तो अधिकांश दर्शकों ने सोचा कि वह मृत्यु की इच्छा रखता है। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग, जिनमें उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य के सम्राट धर्मपाल भी शामिल थे, आकर्ष की असाधारण पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे। ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आकर्ष अपनी पृष्ठभूमि बताए और मार्शल ड्रैगन आकाशीय संप्रदाय के वरिष्ठ तारकेश को डराए। उन्हें जरा भी शक नहीं था कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण है, क्योंकि जो वंश की तीसरी महिला शर्मिला ने भी उसे नहीं उकसाया था। वरना हजार मकड़ियों के आकाशीय संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख की प्रत्यक्ष शिष्या और वर्तमान संप्रदाय प्रमुख की छोटी बहन होने के नाते वह कभी पीछे नहीं हटती। फिर भी तारकेश के शत्रुतापूर्ण शब्दों के बाद हुए अचानक परिवर्तन ने आकर्ष, चार्वी, लौकिक और केदार को छोड़कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस क्षण तारकेश ने बोलना समाप्त किया, उसकी दिव्य मूल ऊर्जा बढ़ गई और वह आकर्ष पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। दूसरी ओर आकर्ष ने अपना हाथ उठाया। सबकी चौकस निगाहों के सामने उसकी दाहिनी हथेली पर एक नाचती हुई धूसर लौ प्रकट हुई। सिजल सिजल सिजल, धूसर लौ की तड़तड़ाहट की आवाज हवा में गूंज रही थी। उसकी आभा इतनी भयावह थी कि हर किसी की रूह कांप रही थी। आकर्ष की हथेली के ऊपर धूसर लौ मंडराती देखकर दर्शक हड़बड़ा गए। धूसर लौ पर नजरें गड़ाए वे आपस में बातें करने लगे। उनके चेहरों पर आश्चर्य और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मैं है, क्या ये दिव्य अग्नि है? इसमें कोई शक नहीं कि यह एक दिव्य अग्नि है। और हाँ, यह कोई साधारण दिव्य अग्नि नहीं है। मैंने पहले भी आदिम दिव्य अग्नि देखी है, इसलिए मुझे यकीन है कि यह आदिम दिव्य अग्नि नहीं है। इसकी आभा आदिम दिव्य अग्नि से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक बार एक साधारण सी दिव्य अग्नि देखने का मौका मिला। साधारण सी दिव्य अग्नि की आभा भी इस दिव्य अग्नि से कमजोर है। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह है कि यह एक प्रमुख खगोलीय आग है? एक प्रमुख दिव्य अग्नि, एक प्रख्यात दिव्य अग्नि। अगर उनके सामने खड़े बैंगनी वस्त्रधारी युवक के पास सचमुच एक प्रख्यात दिव्य अग्नि थी, तो क्या इसका मतलब ये था कि वह एक प्रख्यात दिव्य रसायनज्ञ या एक प्रख्यात दिव्य शस्त्र शिल्पकार था? रुको, क्या तुम्हें याद है जब 13वें राजकुमार ने जू रोन पैलेस में चयन जीतने के बाद ड्यूक रेड दिव्य हथियार को एक प्रमुख दिव्य कड़ाही से बदल दिया था? बिल्कुल, उस समय तो सबको लगा कि वह पागल हो गया है। अब क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वह पागल है? क्या ऐसा हो सकता है कि 13वें राजकुमार ने बैंगनी वस्त्र पहने युवक के कारण प्रमुख दिव्य गोली कड़ाही चाहिए थी? इसके अलावा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है जो समझ में आता हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 13वें राजकुमार के साथ एक प्रमुख दिव्य कीमियागर होगा। उड़ते हुए ड्रैगन के दिव्य साम्राज्य के कई लोगों को जूरोन महल की वह घटना याद थी जब लौकिक ने जीते हुए ड्यूक रेड दिव्य हथियार के बदले में एक प्रमुख दिव्य गोली कड़ाही की मांग की थी। उस समय सभी को लगा कि वह पागल हो गया है। आखिरकार एक प्रमुख दिव्य गोली कड़ाही का मूल्य ड्यूक रेड दिव्य हथियार के बराबर नहीं हो सकता था। हालांकि अब जब उन्होंने बैंगनी वस्त्र पहने युवक द्वारा बुलाई गई प्रमुख दिव्य अग्नि को देख लिया था, तो उन्हें अब यह नहीं लगा कि लौकिक ने कोई गलती की है। इसके बजाय उन्होंने सोचा कि उसने उस समय एक बुद्धिमानी भरा चुनाव किया था। आखिरकार एक प्रमुख दिव्य कीमियागर से दोस्ती करना ड्यूक रेड दिव्य हथियार से कहीं अधिक मूल्यवान था। जैसा कि कहावत है, मैं अकेला प्रबुद्ध हूँ जबकि अन्य लोग धुंध में हैं। 13वें राजकुमार को उस समय शू रोन पैलेस में ऐसा ही महसूस हुआ होगा। सोचने पर मुझे लगा कि वह उस समय पागल हो गया था। अब सोचती हूँ तो हम एक मजाक हैं। यही कारण है कि 13वां राजकुमार उड़ते हुए ड्रैगन के स्वर्गीय साम्राज्य के सभी राजकुमारों में सबसे उल्लेखनीय राजकुमार है। वह बुद्धिमान और दूरदर्शी है। चौथा और 7वां राजकुमार भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जू रोन पैलेस में उस समय के विपरीत अब हर कोई लौकिक की प्रशंसा कर रहा था।
इस बीच उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के चौथे और सातवें राजकुमारों के चेहरे पर अपने आसपास हो रही चर्चाओं के भाव बदल गए। लौकिक को देखते ही उनकी आंखों में ईर्ष्या भर आए। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि अगर आकर्ष ने उनके 13वें भाई की मदद करने का फैसला किया तो उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य का सम्राट बनने का उनका कोई मौका नहीं है। हालांकि वे नाखुश और असंतुष्ट थे, लेकिन वे जानते थे कि जब तक वे किसी प्रसिद्ध दिव्य रसायनज्ञ को भी भर्ती नहीं कर लेते तब तक वे कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा करना लगभग असंभव था। प्रख्यात दिव्य अग्नि। आकर्ष के पास मंडरा रहे अमित ने धूसर लौ को स्तब्ध होकर देखा। वह अवाक रह गया। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि आकर्ष एक प्रख्यात दिव्य कीमियागर था। दूसरी ओर उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सम्राट धर्मपाल ने अविश्वास से आकर्ष को देखा। वह एक प्रमुख दिव्य कीमियागर है। उसे सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने उम्मीद की थी कि आकर्ष तारकेश को डराने के लिए अपनी पृष्ठभूमि का खुलासा करेगा। उसकी उम्मीदों के विपरीत आकर्ष ने अपनी प्रमुख दिव्य अग्नि को बुलाया और एक प्रमुख दिव्य कीमियागर के रूप में अपनी पहचान प्रकट की। धर्मपाल मन ही मन सोचता रहा, भले ही वह अपनी पृष्ठभूमि न बताए। इस तथ्य के आधार पर कि वह एक प्रमुख दिव्य कीमियागर है, उसके लिए तारकेश को रोकने के लिए ये काफी है। फिर उसने लौकिक की ओर देखा जो आकर्ष के बगल में खड़ा था। लौकिक भाग्यशाली है कि उसे आकर्ष मिला। अगर लौकिक ने मुझे बताया होता कि वह प्रमुख दिव्य गोली कड़ाही आकर्ष के लिए है तो मैं उसे मना नहीं करता। वहां भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह जानता था कि उसने एक प्रमुख दिव्य कीमियागर से दोस्ती करने का मौका गंवा दिया है। एक प्रमुख दिव्य अग्नि, क्या वह एक प्रमुख दिव्य कीमियागर है? भार्गव और प्रियांशु, जो सोच रहे थे कि चारवी को तारकेश जरूर ले जाएगा, भी आकर्ष द्वारा उत्पन्न धूसर ज्वाला को देखकर दंग रह गए। दिव्य राजकुमार होने के नाते उन्हें यकीन था कि आकर्ष की धूसर ज्वाला एक प्रमुख दिव्य अग्नि थी, भले ही उन्हें यकीन न था कि इसका उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने या हथियार बनाने के लिए किया जाता था। हालांकि आसपास की चर्चाओं के आधार पर उन्हें पता चला कि आकर्ष एक प्रमुख दिव्य कीमियागर था। जब वे संभले तो आकर्ष को देखते ही उनकी आंखें सावधानी से भर गईं। एक प्रमुख दिव्य अग्नि, तारकेश आकर्ष को मारने के लिए तैयार था। हालांकि जब उसने आकर्ष के हाथ में धूसर ज्वाला देखी तो उसके हाव भाव अचानक बदल गए। उसने जल्दी से अपनी दिव्य मूल ऊर्जा वापस ले ली, इस डर से कि आकर्ष उसकी हत्या की मंशा भांप लेगा। आखिरकार अगर आकर्ष ने प्रमुख दिव्य अग्नि को विस्फोट करने का फैसला किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा जब तक कि वह लगभग 1000 मीटर दूर भाग न सके। तब भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। प्रमुख दिव्य अग्नि सबसे शक्तिशाली दिव्य ड्यूक को भी मारने में सक्षम थी। नजदीकी सीमा में उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा वह केवल 3 मध्यम दिव्य ड्यूक था। शांत होने के लिए गहरी सांस लेने के बाद उसने आकर्ष को सावधानी से देखा। कृपया मेरे व्यवहार को क्षमा करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक प्रमुख दिव्य कीमियागर होंगे। ये सुनकर आकर्ष ने उदासीनता से पूछा, बड़े तारकेश, क्या आपका इरादा चारवी को छीनने का नहीं था? अगर आपको पूरा भरोसा है तो आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही आकर्ष ने बोलना समाप्त किया, वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर भय और चिंता के भाव स्पष्ट दिखाई देने लगे, जिनमें उड़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सम्राट धर्मपाल और 2 दिव्य राजकुमार भार्गव और प्रियांशु भी शामिल थे। अगर तारकेश ने चारवी का अपहरण करने पर जोर दिया तो आकर्ष अपनी प्रखर दिव्य अग्नि का विस्फोट जरूर कर देगा। उस समय न केवल तारकेश की मृत्यु हो जाएगी, बल्कि वे दोनों भी मर जाएंगे या गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। आकर्ष की बातें सुनकर तारकेश के चेहरे के रंग उड़ गए। वह दोराहे पर फंस गया था। इस स्थिति में वह हमला कैसे कर सकता था? हालांकि उसे अपनी गति पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी उसके विचार मात्र से ही विशाल दिव्य अग्नि को विस्फोटित कर सकता था। उसने जोखिम उठाने की जरा भी हिम्मत नहीं की। चारवी चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, एक औरत के लिए अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आकर्ष को क्या जवाब दे। मास्टर आकर्ष। तभी हवा में एक तेज आवाज गूंजी। आवाज तेज होने के बावजूद वह विनम्र लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चारों तरफ से गूंज रही हो। घटनास्थल पर उपस्थित सभी लोगों ने आवाज स्पष्ट रूप से सुनी और आवाज के स्रोत को ढूंढने लगे। यह आवाज, ताई संप्रदाय के वरिष्ठ भार्गव ने यह आवाज सुनी तो दंग रह गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह आवाज किसकी है तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये रक्षक त्रयंबक नहीं है? सबकी चौकस निगाहों के नीचे एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी गति धीमी लग रही थी, पर पलक झपकते ही वह सबके सामने आ गया था। उसकी हरकतें मानो धरती आसमान की गहराई समेटे हुए थीं। उसका चौकोर चेहरा, जिस पर दाढ़ी मूंछें थीं, और उसकी भौहों के बीच एक आकर्षक लाल तिल दिखाई दे रहा था।
इससे पहले कि बाकी लोग होश में आते, भार्गव आगे बढ़ा और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। भार्गव, भगवान बाएं संरक्षक का अभिवादन करता है। इस समय उसकी आंखों में भ्रम की एक झलक देखी जा सकती थी। जहां तक वह जानता था, ताई दिव्य संप्रदाय के बाएं संरक्षक रुद्रसेन आमतौर पर महिलाओं से दूर रहते थे। फिर वह यहाँ क्यों थे? अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे कुछ याद आया। रुको, संरक्षक रुद्रसेन ने पहले बैंगनी वस्त्र पहने युवक का अभिवादन किया था। इसके अलावा उसका लहजा काफी विनम्र था। क्या ये संभव है कि बैंगनी वस्त्र पहने युवक एक प्रमुख दिव्य कीमियागर संरक्षक रुद्रसेन से परिचित हो? जैसा कि उसने खुद से सोचा, उसकी आंखें आकर्ष और रुद्रसेन के बीच घूम गईं। ये तो स्वाभाविक ही था कि ताई दिव्य संप्रदाय का वाम संरक्षक एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ के प्रति विनम्र होगा। इसके अलावा जहां तक भार्गव को पता था, यहाँ एकमात्र प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ बैंगनी वस्त्रधारी युवक था। इसलिए ताई दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक ने जिस मास्टर आकर्ष का जिक्र किया था, वह संभवतः बैंगनी वस्त्रधारी युवक ही था। भार्गव के दिल में पछतावा उमड़ आया। अगर मुझे पता होता कि गार्जियन रुद्रसेन इस युवक से परिचित है, तो मैं इस महिला को चाहे जितना भी चाहता, कभी नहीं आता। नहीं, बल्कि अगर मुझे पता होता कि यह युवक एक प्रसिद्ध दिव्य रसायनज्ञ है, तो मैं बिल्कुल नहीं आता। मुझे शांत होना होगा। शायद गार्जियन रुद्रसेन मुझे सजा न दे। आखिरकार ये 100% निश्चित नहीं है कि वह उस युवक से परिचित है। ताई दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग होने के नाते भार्गव स्वाभाविक रूप से रुद्रसेन के उग्र स्वभाव से परिचित थे। ऐसे में वह बस यही प्रार्थना कर सकते थे कि बैंगनी वस्त्र पहने वह युवक रुद्रसेन से परिचित न हो, वरना उसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होता। नमस्कार गार्जियन रुद्रसेन। नमस्कार गार्जियन रुद्रसेन। इसके बाद मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के बुजुर्ग तारकेश और हजार मकड़ियों सेलेस्टियल संप्रदाय के बुजुर्ग प्रियांशु को होश आया और उन्होंने सम्मानपूर्वक रुद्रसेन का अभिवादन किया। उसी समय दर्शकों को भी होश आ गया। उनका ध्यान रुद्रसेन पर केंद्रित हो गया। वे उस नवागंतुक की पहचान पर चर्चा करने लगे। ताई दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग भार्गव ने उन्हें गार्जियन रुद्रसेन के रूप में संबोधित किया। यहाँ तक कि मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के एल्डर तारकेश और 1000 स्पाइडर्स सेलेस्टियल संप्रदाय के एल्डर प्रियांशु ने भी उन्हें गार्जियन रुद्रसेन के रूप में संबोधित किया। वह रुद्रसेन ताई सेलेस्टियल संप्रदाय के बाएं गार्जियन ही होंगे, है ना? ताई दिव्य संप्रदाय का बायां संरक्षक। क्या ये वही नहीं है जो हाल ही में 7 सितारा दिव्य ड्यूक बना है? एक 7 सितारा दिव्य ड्यूक। जैसे जैसे दर्शक अपनी चर्चा जारी रखते गए, उन्हें ताई दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक की हाल ही में हुई सफलता और 7 सितारा दिव्य ड्यूक बनने की अफवाह याद आई जो जंगल की आग की तरह फैल रही थी। तुरंत हंगामा मच गया। 7 सितारा दिव्य ड्यूक। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख भी 7 सितारा दिव्य ड्यूक थे। 7 सितारा दिव्य ड्यूक बंजर भूमि के सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। इस बीच रुद्रसेन ने भार्गव, तारकेश और प्रियांशु को नजरअंदाज कर दिया और पास में खड़े आकर्ष को देखा। मास्टर आकर्ष, लगता है आपको कुछ समस्याएं आ गई हैं। रुद्रसेन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उनका लहजा हमेशा की तरह अब भी बेहद विनम्र था। गार्जियन रुद्रसेन। आकर्ष ने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में धूसर लौ वापस खींच ली। उसने सहज भाव से कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मुझे कोई परेशानी हुई है या नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम तो यहाँ कुछ समय से हो, है ना? बोलते हुए उसने चमकती आंखों से रुद्रसेन को देखा। रुद्रसेन, जिसे आकर्ष ने देख लिया था, केवल शर्म से मुस्कुराया। जब आकर्ष ने धूसर लौ वापस ले ली तो मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के एक बुजुर्ग तारकेश की आंखों में हत्या के इरादे की एक झलक दिखाई दी। हालांकि रुद्रसेन के साथ आकर्ष की बातचीत के आधार पर उसने अपनी हत्या के इरादे को दबा दिया। वह बता सकता था कि आकर्ष और रुद्रसेन के बीच का रिश्ता सरल नहीं था। हालांकि आकर्ष एक प्रमुख सेलेस्टियल कीमियागर था, रुद्रसेन अन्य प्रमुख सेलेस्टियल कीमियागरों की तुलना में आकर्ष के साथ अधिक विनम्रता से पेश आता था। उसने रुद्रसेन को पहले अन्य प्रमुख सेलेस्टियल कीमियागरों के साथ बातचीत करते देखा था। उस समय रुद्रसेन अभी भी एक 6 संयोजन सेलेस्टियल ड्यूक था। वह स्वाभाविक रूप से इस बात से अनजान था कि रुद्रसेन आकर्ष के साथ अन्य प्रमुख सेलेस्टियल कीमियागरों से अलग व्यवहार करता। इसने आकर्ष को सामान्य प्रमुख दिव्य कीमियागरों से ऊपर रखा। क्या हो रहा है? क्या ताई दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक का आकर्ष के साथ अच्छा संबंध प्रतीत होता है? यहाँ तक कि एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ के साथ भी 7 सितारों वाला दिव्य ड्यूक ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, है ना? इसमें और भी कुछ बात होगी। उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के लोग भ्रमित और अविश्वास में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 13वें राजकुमार के बगल में खड़ा बैंगनी वस्त्रधारी युवक ताई दिव्य संप्रदाय के वाम रक्षक से परिचित होगा।
क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय में शामिल होना चाहता है? अगर वह ताइई सेलेस्टियल संप्रदाय के वाम संरक्षक के करीब है, तो क्या उसके लिए ताइई सेलेस्टियल संप्रदाय में शामिल होना बेहतर नहीं होगा? उड़ते ड्रैगन सेलेस्टियल साम्राज्य के सम्राट धर्मपाल भी उलझन में पड़ गए जब उन्हें याद आया कि आकर्ष ने पहले क्या कहा था। भाई आकर्ष, लौकिक और अमित भी हैरान थे। आकर्ष की मुलाकात ताइई दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक 7 सितारों वाले दिव्य ड्यूक रुद्रसेन से कैसे हुई? संरक्षक रुद्रसेन, मुझे गोलमोल बातें करना पसंद नहीं है। आकर्ष, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था, ने रुद्रसेन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय में शामिल होने की योजना बना रहा हूँ। फिर उसने मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के वरिष्ठ तारकेश की ओर देखा। तारकेश के चेहरे के रंग तुरंत उड़ गए। अगर आकर्ष सच कह रहा था और आज यह मामला संप्रदाय के नेता और मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल के उच्च पदस्थ अधिकारियों को पता चल गया, तो वह निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाएगा। आखिरकार उसने एक महिला के चक्कर में मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के एक प्रमुख सेलेस्टियल कीमियागर को खो दिया होगा। बेशक, रुद्रसेन ने आकर्ष के सवाल के जवाब में सिर हिलाया। आकर्ष ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, संरक्षक रुद्रसेन, क्या आप चाहते हैं कि मैं ताइई दिव्य संप्रदाय में शामिल हो जाऊं? जैसे ही आकर्ष ने बोलना समाप्त किया, रुद्रसेन की आंखें चमक उठीं। वह स्पष्ट रूप से उत्साहित था और उसने पूछा, मास्टर आकर्ष, क्या आप ताइई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक हैं? जैसा कि आकर्ष ने अनुमान लगाया था, रुद्रसेन ही कुछ देर पहले आकर छिप गया था। उसने आकर्ष को मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल सेक्ट और तारकेश के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करते सुना था। उसने आकर्ष को लौकिक से यह कहते भी सुना था कि वह मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल सेक्ट में शामिल नहीं होने वाला है। ये सब बातें सुनकर उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आकर्ष की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह ताइई सेलेस्टियल सेक्ट में शामिल होने के बारे में सोच रहा था। वह खुश कैसे न होता। उसने उत्साह से कहा, मास्टर आकर्ष, अगर आप ताइई सेलेस्टियल सेक्ट में शामिल होते हैं तो हम आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। उस समय हम आपको ताइई सेलेस्टियल सेक्ट का मुख्य सेलेस्टियल कीमियागर नियुक्त करेंगे और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके शब्दों से पता चलता था कि वह चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, आकर्ष को ताइई सेलेस्टियल सेक्ट में शामिल करवाने के लिए उत्सुक था। जैसे ही रुद्रसेन ने बोलना समाप्त किया, पूरा स्थान शांत हो गया। मुख्य आकाशीय कीमियागर, ये ध्यान देने योग्य है कि ताइई दिव्य संप्रदाय में कई प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ थे, लेकिन ताइई दिव्य संप्रदाय में उनकी स्थिति समान थी क्योंकि उनमें से कोई भी दूसरे से अधिक कुशल नहीं था। इसलिए ताइई दिव्य संप्रदाय में कोई प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ नहीं था। हालांकि रुद्रसेन ने आकर्ष को ताइई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने पर मुख्य दिव्य कीमियागर बनाने का वादा किया था। इसका मतलब था कि ताइई दिव्य संप्रदाय, या कम से कम रुद्रसेन, ये स्वीकार करते थे कि आकर्ष के शोधन कौशल ताइई दिव्य संप्रदाय के मौजूदा प्रमुख दिव्य कीमियागरों से बेहतर थे। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था क्योंकि इससे अन्य प्रमुख दिव्य कीमियागरों के नाराज होने का खतरा हो सकता था, जिससे वे चले जा सकते थे। इसके आधार पर कोई यह अनुमान लगा सकता था कि अन्य प्रमुख दिव्य कीमियागरों की तुलना में आकर्ष कितना श्रेष्ठ था। क्या ये संभव है कि वह ताइई दिव्य संप्रदाय के कुछ प्रमुख दिव्य कीमियागरों से भी अधिक कुशल हो? सभी के चेहरों पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव देखे जा सकते थे। उनकी नजरें आकर्ष से रुद्रसेन पर टिकी थीं। उन्हें लग रहा था कि ताइई दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक के रूप में रुद्रसेन खोखले शब्द नहीं बोलेंगे, खासकर अब जब वे 7 सितारों वाले दिव्य ड्यूक बन गए थे। 7 सितारों वाले दिव्य ड्यूक को पूरे बंजब भूमि का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति ताइई दिव्य संप्रदाय के कुछ प्रमुख दिव्य कीमियागरों को खोने का जोखिम नहीं उठाएगा अगर उनके पक्ष विपक्ष से बहुत अधिक न हो। इस कारण से कई दर्शक आश्वस्त थे कि आकर्ष ताइई दिव्य संप्रदाय के कुछ प्रमुख दिव्य कीमियागरों की तुलना में असाधारण और अधिक कुशल होना चाहिए। मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग तारकेश ने अविश्वास के भाव से मन ही मन सोचा, क्या वह इतना कुशल प्रमुख दिव्य कीमियागर है? फिर उसने अपने विचार को खारिज कर दिया और सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा, असंभव, असंभव। इसमें कोई शक नहीं कि वह 100 साल से कम उम्र का है। ये काफी प्रभावशाली है कि वह एक प्रमुख दिव्य कीमियागर है। हालांकि ताइई दिव्य संप्रदाय के कुछ प्रमुख दिव्य कीमियागरों से ज्यादा कुशल होना उसके लिए असंभव है। कई लोगों ने तारकेश की तरह ही विचार साझा किए जब उन्होंने ये निर्धारित किया कि आकर्ष की उम्र 100 साल से कम थी। भले ही आकर्ष सामान्य प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों से ज्यादा कुशल था, फिर भी उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि माना कि वह 100 साल से कम उम्र का होने के बावजूद एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ बन गया। उन्होंने स्वर्ग में भी ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था, बंजर भूमि की तो बात ही छोड़ दें।
शायद वे सिर्फ अज्ञानी थे, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि आकर्ष ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे वे जानते थे जो एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ था और जिसकी उम्र 100 साल से कम थी। 100 साल की उम्र से पहले ही एक प्रमुख दिव्य कीमियागर बनने के लिए उसे दिव्य अग्नि की प्राप्ति विशुद्ध भाग्य से ही हुई होगी। उसकी उम्र को देखते हुए शायद वह बहुत कुशल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह ताई दिव्य संप्रदाय के वृद्ध और अधिक अनुभवी प्रमुख दिव्य कीमियागरों की बराबरी कर सकता है। तारकेश ने खुद को सांत्वना देने की कोशिश में मन ही मन सोचा। आखिरकार अगर आकर्ष वास्तव में ताई दिव्य संप्रदाय के कुछ प्रमुख दिव्य कीमियागरों से अधिक कुशल था तो तारकेश निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएगा। अपने कार्यों के कारण उसने मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय को एक कुशल प्रमुख दिव्य कीमियागर खोने का कारण बना दिया था। उस समय संप्रदाय के नेता और संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारी निश्चित रूप से नाराज होंगे और उसे फटकार लगाएंगे। खुद को आश्वस्त करने के एक और प्रयास में उसने सोचा कि रुद्रसेन का आकर्ष को ताई दिव्य संप्रदाय में दिव्य कीमियागरों का प्रमुख बनाने का वादा सिर्फ एक खोखला वादा था जो आकर्ष को ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए लुभाने के लिए किया गया था। एक प्रमुख खगोलीय कीमियागर जिसकी आयु 100 वर्ष से कम है, तार्किक रूप से कहें तो उसका कीमियागिरी का स्तर उच्च नहीं होगा, है ना? जाहिर है वह ऐसा नहीं करेगा। गोली बनाने में अनुभव बहुत जरूरी है। इतनी कम उम्र में वह कितना कुशल हो सकता है? स्वाभाविक रूप से घटनास्थल पर मौजूद ज्यादातर दर्शकों के विचार तारकेश से मिलते जुलते थे। आकर्ष को जानने वाले बहुत कम लोगों को छोड़कर, जैसे कि लौकिक, केदार, रुद्रसेन और चारवी जो स्वर्ग की सर्वोच्च गोली है, जैसे प्रमुख दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम, सभी को यकीन था कि ताई दिव्य संप्रदाय के कुछ प्रमुख दिव्य कीमियागरों की तुलना में आकर्ष ज्यादा कुशल नहीं हो सकता। सभी ने आपस में चर्चा की। मुझे लगता है कि गार्जियन रुद्रसेन की बातों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह असंभव है कि ताई संप्रदाय किसी ऐसे व्यक्ति को दिव्य कीमियागरों का प्रमुख नियुक्त करे जिसकी उम्र 100 साल से भी कम हो। इसके अलावा 100 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति ताई दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य कीमियागरों से ज्यादा कुशल और अनुभवी कैसे हो सकता है? मैं सहमत हूँ। गार्जियन रुद्रसेन शायद उसे ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए मनाने के लिए बस एक खोखला वादा कर रहा है। एक बार जब वह युवक ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल हो जाता है तो गार्जियन रुद्रसेन ये बहाना भी बना सकता है कि अन्य प्रमुख गार्जियन दिव्य कीमियागर असंतुष्ट हैं और उसे चुनौती देना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि वह वृद्ध और अधिक अनुभवी प्रमुख दिव्य कीमियागरों को मात नहीं दे पाएगा। संरक्षक रुद्रसेन वास्तव में ताई दिव्य संप्रदाय का वाम संरक्षक है। कितनी चतुराईपूर्ण और अच्छी योजना है। चूंकि वे काफी समय से अलग थे, इसलिए अमित स्वाभाविक रूप से इस बात से अनजान था कि आकर्ष ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत करने में सक्षम था। आकर्ष ने आसपास हो रही चर्चाओं को नजरअंदाज किया और रुद्रसेन की ओर देखते हुए शांति से कहा, संरक्षक रुद्रसेन, मैं चापलूसी भरे शब्द नहीं सुनना चाहता। मुझे ताई की दिव्य संप्रदाय में शामिल होने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन वह एक पल के लिए रुका और फिर उसने मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के वरिष्ठ तारकेश, 1000 मकड़ियों के संप्रदाय के संरक्षक प्रियांशु और ताई दिव्य संप्रदाय के वरिष्ठ भार्गव की ओर देखा। फिर उसने आगे कहा, आपको कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। फिर आकर्ष ने बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के 3 लोगों को फिर से देखने से पहले रुद्रसेन को अर्थपूर्ण रूप से देखा। हालांकि तारकेश और प्रियांशु जानते थे कि आकर्ष उनसे नाराज है, फिर भी रुद्रसेन की मौजूदगी में भी उन्हें कोई खास डर नहीं था। आखिरकार वे रुद्रसेन के संप्रदाय से तो थे नहीं। उन्हें मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय और 1000 मकड़ियों के सेलेस्टियल संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था, इसलिए वे चिंतित नहीं थे। इसके विपरीत भार्गव का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया जब उसने देखा कि आकर्ष ने उसकी ओर देखा। बिल्कुल, रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से समझ गया कि आकर्ष का क्या मतलब था जब उसने आकर्ष को तारकेश, प्रियांशु और भार्गव की ओर देखते हुए देखा। यह इतना संक्षिप्त और क्षणभंगुर था कि कई लोग उस क्षण उसकी आंखों में चमकते ठंडे जानलेवा इरादे को देख ही नहीं पाए। गुंजन, हवा में एक गुनगुनाहट की आवाज गूंजी जिसने सभी को चौंका दिया। जब अंततः उन्हें होश आया तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। ताई दिव्य संप्रदाय के वरिष्ठ पुरुष भार्गव सिर से नीचे तक 2 टुकड़ों में कट गए थे। बस एक पल में ही उनके शरीर से खून की धारा बहने लगी, मानो किसी बांध से एक शक्तिशाली बल ने खून को बिखेर दिया हो और उसकी बारिश होने लगी हो। बस इसी तरह ताई दिव्य संप्रदाय के वरिष्ठ पुरुष और द्विरूप दिव्य सम्राट भार्गव की मृत्यु हो गई। आकर्ष भी रुद्रसेन की निर्णायकता देखकर हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन ताई दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। इस बीच दर्शकों की सांस अटक गई जब वे रुद्रसेन को डर से देखते रहे। 7 सितारा दिव्य ड्यूक कितना शक्तिशाली था।
उसने हंसते बोलते दो रूपों वाले दिव्य ड्यूक को आसानी से मार डाला था। ज्यादातर लोगों के लिए दो रूपों वाला दिव्य ड्यूक एक अजेय प्राणी था। हालांकि एक सात सितारा दिव्य ड्यूक की नज़र में दो रूपों वाले दिव्य ड्यूक को मारना मुर्गे को मारने जितना आसान था। भार्गव मर गया। उसने एक बाहरी व्यक्ति के कारण एक दो रूप वाले दिव्य ड्यूक को मार डाला जो उसके अपने संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। इस बीच तारकेश और प्रियांशु के होश में आने पर उनके हाव भाव बदल गए। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि भार्गव को सजा के तौर पर एक थप्पड़ मारा जाएगा। उनकी उम्मीदों से कोसों दूर रुद्रसेन बिना किसी हिचकिचाहट के भार्गव को मार डालेगा। इस आधार पर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने रुद्रसेन के लिए आकर्ष के महत्व को कम करके आंका था। इस समय रुद्रसेन ने भार्गव को मारने के बाद आकर्ष की ओर देखा और स्पष्ट रूप से कहा, दिव्य किमियागर आकर्ष। चूंकि भार्गव ताइगी दिव्य संप्रदाय का सदस्य है, इसलिए बिना किसी परिणाम के उसे अपनी इच्छानुसार दंडित करना मेरे अधिकार में है। हालांकि अन्य संप्रदायों के लोगों के संबंध में मुझे एक युद्धाभ्यास की आवश्यकता होगी। मुझे आपसे एक रुख अपनाने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप ताइगी दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य किमियागर हैं, तो इन दोनों लोगों ने जो किया है उसे ताइगी दिव्य संप्रदाय के प्रति अपमान और अनादर का संकेत माना जा सकता है। जैसे ही उसने कहा, उसकी जानलेवा निगाहें तारकेश और प्रियांशु पर टिकी थीं। तारकेश और प्रियांशु पीले पड़ गए और घबराने लगे। हालांकि रुद्रसेन ने आकर्ष को स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि क्या करना है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच एक मौन सहमति थी। इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं ताइगी दिव्य संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। आकर्ष की बात सुनते ही रुद्रसेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकर्ष, ताइगी दिव्य संप्रदाय की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आकर्ष से बात करते समय रुद्रसेन ने जिस गर्मजोशी से भरी आवाज का इस्तेमाल किया था, उसके विपरीत उनकी आवाज ठंडी हो गई थी जब उन्होंने तारकेश और प्रियांशु से कहा, स्वर्गीय किमियागर आकर्ष ताइगी सेलेस्टियल के मुख्य दिव्य किमियागर हैं। एक क्षण में ही तारकेश और प्रियांशु की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि रुद्रसेन के शब्दों को सुनने के बाद उनके दिलों में एक अशुभ भावना पैदा हो गई। वाह! तारकेश ने इस खतरनाक स्थिति से भागने का प्रयास किया। इस बीच हालांकि प्रियांशु ने भागने की कोशिश नहीं की, उसने 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय में अपनी हैसियत का फौरन इस्तेमाल करके रुद्रसेन को रोक दिया। संरक्षक रुद्रसेन, मैं 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय का संरक्षक हूँ, तुम नहीं कर सकते। गुंजन, हवा में कृपाण की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिससे प्रियांशु के शब्द कट गए और जैसे ही तारकेश ने भागने की कोशिश की, इसके तुरंत बाद वे भार्गव के नक्शे कदम पर चल पड़े। उनके शरीर दो टुकड़ों में बढ़ गए और खून मूसलाधार बारिश की तरह बहने लगा। ये दृश्य देखकर सभी लोग मानो खामोश हो गए। यहाँ तक कि जमीन पर खून के छींटे भी सुनाई दे रहे थे। उनकी खामोशी के बावजूद उनके चेहरों पर सदमा और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, और उनकी आंखें चिंता और भय से भरी हुई थी जब वे रुद्रसेन और आकर्ष को देख रहे थे। वे कैसे चौंके या डरे नहीं। रुद्रसेन ने आकर्ष के लिए पलक झपकते ही 3 दिव्य ड्यूकों को मार डाला था। एक 3 प्रतिभा वाला दिव्य ड्यूक और 2 रूप वाले दिव्य ड्यूक, जो उनकी नजर में बहुत शक्तिशाली थे, पलक झपकते ही मारे गए थे। तीनों लोगों की मौत का कारण आकर्ष था, जिसकी उम्र 100 साल भी नहीं थी। आकर्ष में ऐसा क्या खास था? क्या ये सचमुच सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह एक प्रसिद्ध दिव्य किमियागर था? हालांकि जब वह 100 साल का भी नहीं था, तो एक प्रमुख दिव्य किमियागर के रूप में वह कितना कुशल हो सकता था? किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट था कि रुद्रसेन ने आकर्ष को आधिकारिक तौर पर ताइगी दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए कहा था, ताकि रुद्रसेन के पास मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग तारकेश और प्रियांशु और 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के संरक्षक को मारने का एक वैध और उचित कारण हो। स्वाभाविक रूप से रुद्रसेन को भार्गव को मारने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे एक ही संप्रदाय के सदस्य थे। ताइगी दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख होने पर भी संप्रदाय प्रमुख शायद उसे हल्के से डांट ही देता। आखिरकार वह न केवल ताइगी संप्रदाय का एक वामपंथी संरक्षक था, बल्कि सप्तम तारा दिव्य ड्यूक के रूप में एक संपत्ति भी था। स्वाभाविक रूप से उसका मूल्य भार्गव से कहीं अधिक था। दूसरी ओर तारकेश और प्रियांशु अलग थे, क्योंकि वे ताइगी दिव्य संप्रदाय से नहीं थे। इसके अलावा वे बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में से 2 से थे। इसलिए रुद्रसेन को उन दोनों को मारने के लिए एक ठोस कारण की आवश्यकता थी। अन्यथा वह अन्य 2 प्रमुख दिव्य संप्रदायों को नाराज करने और ताइगी दिव्य संप्रदाय के लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी करने का जोखिम उठाता। इसलिए उसने तारकेश को इस आधार पर मारने का बहाना ढूंढ लिया कि उन्होंने ताइगी दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ को नाराज किया था। भले ही बाकी 2 प्रमुख दिव्य संप्रदाय इस मामले पर हंगामा मचाना चाहते, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते। आकर्ष,
अमित ने अपने बगल में खड़े बैंगनी वस्त्र पहने युवक को आश्चर्य और अविश्वास के भाव से देखा। इससे पहले उसने सोचा था कि आकर्ष केवल एक आदिम दिव्य रसायनज्ञ है। हालांकि जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे देखने के बाद ये स्पष्ट था कि आकर्ष एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ था। इसके अलावा आकर्ष के ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत होने के बाद संप्रदाय के वाम संरक्षक, जो एक सप्त तारा दिव्य ड्यूक था, ने आकर्ष की ओर से 3 दिव्य ड्यूकों को मार डाला था। वह आश्चर्यचकित कैसे न होता। हर कोई अभी भी भार्गव, तारकेश और प्रियांशु की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया था। जब रुद्रसेन ने आकर्ष को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, स्वर्गीय किमियागर आकर्ष, क्या आप इस मामले से निपटने के मेरे तरीके से संतुष्ट हैं? हाँ, आकर्ष ने सिर हिलाया। फिर उसने अमित की ओर इशारा करते हुए पूछा, रक्षक त्रयंबक, यह मेरा दोस्त है, क्या ये भी ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल हो सकता है? आकर्ष के शब्दों से अमित को गहरा सदमा लगा। जब उसने अपना संयम संभाला तो वह अपने दिल में उमड़ती खुशी और उत्साह को रोक नहीं पाया। उसने कृतज्ञता के भाव से आकर्ष को देखा। आखिरकार वह क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम, एक मध्यम दर्जे के सेलेस्टियल किंगडम के एक भवन का कोई व्यक्ति था। वह बंजर भूमि महाप्रतियोगिता में शामिल होने के योग्य भी नहीं था। ये निश्चित था कि वह अपनी योग्यताओं के साथ बंजर भूमि के 3 प्रमुख सेलेस्टियल संप्रदायों में से किसी में भी शामिल नहीं हो पाएगा। फिर भी 3 प्रमुख सेलेस्टियल संप्रदायों में से किसी एक में शामिल होने की उसकी लालसा कम नहीं हुई। आकर्ष के शब्द सुनकर वह उत्साहित कैसे न होता। आकर्ष को फिर से कृतज्ञता के भाव से देखने के बाद उसने आशा भरी नजरों से रुद्रसेन की ओर देखा। अगर रुद्रसेन सिर हिलाता तो वह ताई सेलेस्टियल संप्रदाय में शामिल हो पाता। ताई दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक और 7 सितारा दिव्य ड्यूक के रूप में रुद्रसेन की स्थिति के कारण कुछ भी संभव था। रुद्रसेन के अलावा ताई दिव्य संप्रदाय में केवल 2 और 7 सितारा दिव्य ड्यूक थे और उनमें से एक संप्रदाय का नेता था। भले ही रुद्रसेन 7 सितारा दिव्य ड्यूक न भी होते, फिर भी वे किसी को भी आसानी से संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति दे सकते थे, भले ही वह 6 संयोजन दिव्य ड्यूक ही क्यों न हो। यह कोई समस्या नहीं है। रुद्रसेन ने अमित की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए आकर्ष से कहा, दिव्य रसायनज्ञ आकर्ष, चूंकि तुमने हमारे ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया है, तो क्या मैं तुम्हें संप्रदाय के नेता से मिलवा दूं? तुम्हारा दोस्त भी हमारे साथ आ सकता है और मैं उसे हमारे संप्रदाय में शामिल करने का प्रबंध कर दूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह आकर्ष को अपने साथ संप्रदाय में वापस लाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे डर था कि आकर्ष अचानक अपना मन बदल लेगा। इसलिए उसने एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में अमित को बातचीत में शामिल कर लिया। जरूर, आकर्ष ने सिर हिलाया। उसने लौकिक और केदार को अलविदा कहा और फिर रुद्रसेन, चार्वी और अमित को साथ लेकर चला गया। उसने उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य के किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा, जिसमें उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य का सम्राट धर्मपाल भी शामिल था। फिर भी उनमें से कोई भी असंतुष्ट नहीं हुआ। आकर्ष के जाते हुए उन्होंने बस सम्मानपूर्वक देखा। वे सभी जानते थे कि आकर्ष एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए नियत था जिसका उन्हें जीवन भर आदर करना होगा। भले ही उसे ताई आकाशीय संप्रदाय में मुख्य आकाशीय कीमियागर नहीं बनाया गया था, ताई संप्रदाय में एक प्रमुख आकाशीय कीमियागर होने के बावजूद उसका पद उनसे बहुत ऊंचा था। आकर्ष के अन्य लोगों के साथ चले जाने के बाद धर्मपाल ने लौकिक की ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी भ्रूभंगिमा के साथ पूछा, 13वें बेटे, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आकर्ष भी एक प्रमुख दिव्य कीमियागर है? लौकिक ने धर्मपाल की ओर देखा और आत्मा मजाक भरी मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, अगर मैंने आपको इसके बारे में बताया होता तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते? क्या आप यह नहीं सोचते कि मैं आपसे एक खास दिव्य गोली की कड़ाई चुराने की कोशिश कर रहा हूँ? धर्मपाल ने आत्मा धार्मिकता से कहा, ठीक है, भले ही मैं आपकी बात पर विश्वास न करूं। जब तक आप उसे अपनी प्रमुख दिव्य अग्नि को प्रकट करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये साबित करने के लिए कि वह एक प्रमुख दिव्य कीमियागर है, मैं निश्चित रूप से इस पर विश्वास करूंगा। एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ के रूप में अपनी पहचान साबित करो। लौकिक हंसा, पिताजी, क्या आपको लगता है कि उसे इस बात की परवाह है कि आप जानते हैं कि वह एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ है या नहीं? सिर्फ आपके कहने पर वह आपको खुद को साबित क्यों करेगा? उसकी हंसी में उपहास का भाव था। 13वें राजकुमार लौकिक के बोलने के बाद चौथे राजकुमार नागेंद्र और 7वें राजकुमार नागेश लौकिक को घूरने लगे। वे साफ तौर पर आग में घी डालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे। 13वें भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 13वें भाई, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अपने पिता के प्रति सिर्फ इसलिए असभ्य हो सकते हो क्योंकि तुम्हें उस आदमी का समर्थन प्राप्त है? नागेंद्र और नागेश चाहते थे कि यह मामला तूल पकड़ ले। उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता इतने क्रोधित होंगे कि वे लौकिक को उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य के शाही परिवार से बाहर निकाल देंगे।
उस समय भले ही आकर्ष ने लौकिक के सिंहासन के लिए समर्थन किया हो, लौकिक सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं रहेंगे। अफसोस, उनकी योजनाएं नाकाम होने ही वाली थीं। धर्मपाल नागेंद्र और नागेश के मन में चल रहे विचारों को कैसे नहीं जान सकता था। वह न केवल उड़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य का सम्राट था, बल्कि उनका पिता भी था। अंत में उसने कहा, लौकिक सही कह रहा है। एक प्रसिद्ध दिव्य कीमियागर को इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसकी पहचान जानता हूँ या नहीं। धर्मपाल की बातें, जो लौकिक से सहमत लग रही थी, सुनकर नागेंद्र और नागेश के चेहरे पर उदासी छा गई। अब उन्हें अच्छी तरह पता चल गया था कि वे लौकिक से हार चुके हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि धर्मपाल अचानक और चौंकाने वाली घोषणा करेंगे। मैं, धर्मपाल, उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य का सम्राट, घोषणा करता हूं कि आज से उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य का 13वां राजकुमार लौकिक युवराज होगा। मेरे पदत्याग के बाद वह उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य का अगला सम्राट होगा। उसकी आवाज तेज और स्पष्ट थी। जब सबने ये सुना तो तुरंत हंगामा मच गया। पिताजी, नागेंद्र और नागेश एक साथ चिल्लाए। उनके हाव भाव बिल्कुल बदल गए थे। हालांकि वे हमेशा से जानते थे कि लौकिक कई मायनों में उनसे बेहतर है, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके पिता लौकिक को युवराज और उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य का अगला सम्राट बना देंगे। अगर लौकिक सिर्फ आकर्ष के समर्थन से गद्दी पर बैठते तो वे अपनी हार स्वीकार करने को ज्यादा तैयार होते। हालांकि जब उनके पिता ने ही स्वेच्छा से लौकिक को गद्दी पर बिठाया था तो उन्हें इस अपमान को सहना मुश्किल लग रहा था। इस समय दोनों के हाव भाव बेहद भद्दे लग रहे थे। क्या उनके पिता को लौकिक से कोई पूर्वाग्रह नहीं था? उनके पिता को तो यहाँ तक शक था कि लौकिक उनका सगा बेटा नहीं है। उनके पिता ने अचानक 180 डिग्री का मोड़ लेकर लौकिक को युवराज और उड़ते हुए ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य का अगला सम्राट क्यों बनाया? महामहिम युवराज, महामहिम युवराज, पब फ्यूचर एड्स। इस बीच उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य के लोगों को पता था कि अब हवा का रुख बदल गया है तो क्या करना है। उन्होंने लौकिक को आदरपूर्वक प्रणाम किया। आकर्ष के साथ लौकिक के रिश्ते को देखने और धर्मपाल की बातें सुनने के बाद उन्हें पता था कि लौकिक का पद और बढ़ेगा। युवराज, लौकिक चौंक गया जब धर्मपाल ने उसे युवराज घोषित किया। उसे होश तभी आया जब लोगों ने उसे प्रणाम किया और युवराज कहकर संबोधित किया। फिर उसने धर्मपाल की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पिता अचानक उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। उसी समय धर्मपाल ने लौकिक को उलझन भरी नजरों से देखा। उसने अपने इस बेटे के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि यह उसका जैविक बेटा है। फिर भी आज की घटना के कारण उसे पता था कि उसे अपने इस बेटे को अपने उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य का युवराज घोषित करने की पहल करनी होगी। अन्यथा वह उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सम्राट के रूप में अपने पद को ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रख पाएगा। हालांकि उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य पर मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय या ताइयी दिव्य संप्रदाय का शासन नहीं था, फिर भी एक असाधारण प्रतिष्ठित दिव्य रसायनज्ञ और ताइयी दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक के सहयोग से वे आसानी से अपने पुत्र लौकिक का समर्थन कर सकते थे और उसके पुत्र को अगला सम्राट बना सकते थे। आखिरकार ताइयी दिव्य संप्रदाय का वाम संरक्षक एक सप्तारा दिव्य ड्यूक था। जब तक ये सीमा पार नहीं करता, मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय निश्चित रूप से सप्तारा दिव्य ड्यूक के प्रति सम्मान प्रदर्शित करेगा और उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सिंहासन के लिए एक उम्मीदवार के चयन जैसा एक छोटा सा उपकार करेगा। उस समय उसे पदत्याग करने के लिए भी मजबूर किया जा सकता था। अगर वह लौकिक को अभी युवराज बना दे तो शायद वह कुछ और समय तक सम्राट बना रह सके। स्वाभाविक रूप से उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सम्राट धर्मपाल लौकिक को शाही परिवार से बाहर निकालने में सक्षम थे। हालांकि इससे रुद्रसेन के लिए शाही परिवार के किसी गैर सदस्य को सम्राट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन अगर रुद्रसेन अड़े रहते तो ये पूरी तरह असंभव नहीं था। हालांकि धर्मपाल का लौकिक को बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार इसके कई नुकसान भी थे। एक तो वह रुद्रसेन और ताइयी दिव्य संप्रदाय को नाराज करने का जोखिम उठाता और वह जानता था कि वह उनमें से किसी को भी नाराज नहीं कर सकता। अब एकमात्र प्रति कदम लौकिक को युवराज बनाना था। इस तरह वह रुद्रसेन, ताइयी दिव्य संप्रदाय और आकर्ष को नाराज नहीं करेगा। इसके अलावा वह कुछ और वर्षों तक सम्राट के रूप में अपने पद पर बना रह सकेगा। इस आधार पर यह देखा जा सकता था कि वह केवल अपने निजी लाभ के लिए ऐसा कर रहा था। अपने निजी लाभ के सामने अब उसके लिए ये भी मायने नहीं रखता था कि लौकिक उसका जैविक पुत्र था या नहीं। जब लौकिक को आखिरकार होश आया तो उसने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद पिताजी,
उसका चेहरा उत्साह और खुशी से लाल था, हालांकि वह जानता था कि उसके पिता, जिन्होंने कभी उसका पक्ष नहीं लिया था, ने केवल अपने फायदे के लिए और आकर्ष के साथ अपने रिश्ते के कारण ये निर्णय लिया था, जिसका रुद्रसेन, ताइगी दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक और 7 सितारा दिव्य द्यूप, बंजर भूमि के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। अपने पिता को औपचारिक रूप से धन्यवाद देने के बाद उसने उस दिशा में देखा जहां आकर्ष और अन्य लोग चले गए थे। ये वह दिशा थी जहां ताइगी दिव्य संप्रदाय, बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में से एक स्थित था। उसने धीरे से कहा, आकर्ष धन्यवाद। आकर्ष स्वाभाविक रूप से इस बात से अनजान था कि उसके जाने के बाद क्या हुआ था। चार्वी और अमित को साथ लेकर वह रुद्रसेन के साथ ताइगी दिव्य संप्रदाय की संपत्ति तक पहुंचा। जब वे ताइगी शहर से बाहर निकले तो रुद्रसेन ने अपनी ऊर्जा से उनमें से 3 को अपने साथ ले लिया और अत्यधिक गति से आगे बढ़ा। आधे घंटे के बाद रुद्रसेन ने घोषणा की, हम आ गए हैं। आकर्ष ने देखा कि वे एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो घने घने बादलों से घिरी हुई थी, जिससे उसकी ज्यादातर नजरें छिप गई थीं। हैरान होकर आकर्ष ने पूछा, ये ताइगी दिव्य संप्रदाय की संपत्ति है? अमित, जो आकर्ष के बगल में खड़ा था, वह भी चकित था। भाईलिंग तियान, सफेद धुंध के पीछे एक और दुनिया है, चार्वी ने कहा। चार्वी के शब्दों को सुनकर आकर्ष ने अपनी दिव्य चेतना को बढ़ाया और पाया कि चार्वी ने जैसा कहा था वैसा ही एक और दुनिया भी है। रुद्रसेन ने उत्साह से कहा, आप बहुत चौकस हैं, मिस चार्वी। फिर आकर्ष द्वारा दिव्य चेतना वापस लेने से पहले रुद्रसेन ने अपना हाथ लहराया और हवा का एक झोंका आया और धुंध पूरी तरह से छट गई, जिससे कई तैरते हुए द्वीप दिखाई दिए। रुद्रसेन ने समझाया, ये हमारे ताइगी दिव्य संप्रदाय की जागीर है। हमारे पास कुल 999 दिव्य द्वीप हैं और वे प्रमुख दिव्य द्वीपों, साधारण दिव्य द्वीपों और आदिम दिव्य द्वीपों में विभाजित हैं। ऐसा लग रहा था कि ताइगी दिव्य संप्रदाय तैरते द्वीपों को दिव्य द्वीप कहता था। इसके अलावा आकर्ष को ये भी पता चला कि 999 दिव्य द्वीपों में से संप्रदाय में 9 प्रमुख दिव्य द्वीप, 90 औसत दिव्य द्वीप और 900 आदिम दिव्य द्वीप हैं। प्रमुख दिव्य द्वीप, दिव्य द्वीप या उससे भी अधिक शक्तिशाली लोगों के लिए साधना क्षेत्र थे। इन प्रमुख दिव्य द्वीपों में ताइगी दिव्य संप्रदाय में सर्वोत्तम साधना वातावरण था। इसका आत्मा संग्रह समूह संप्रदाय के स्वामित्व वाली आदिम दिव्य क्रिस्टल शिरा के केंद्र से सीधे जुड़ा था। ये बंजर भूमि में स्थित 3 आदिम दिव्य क्रिस्टल शिराओं में से एक थी। अन्य 2 शिराएं 2 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के स्वामित्व में थीं। साधारण दिव्य द्वीपों पर स्थित आत्मा संग्रह संरचना भी आदिम दिव्य स्फटिक शिरा से सीधे जुड़ी हुई थी, लेकिन केंद्र से नहीं। इसी कारण साधारण दिव्य द्वीपों पर साधना का वातावरण प्रमुख दिव्य द्वीपों जितना अच्छा नहीं था। साधारण दिव्य द्वीप सर्वोच्च दिव्यों और उससे भी ऊपर के लोगों को दिए गए थे। उनमें से अधिकांश संप्रदाय के साधारण वरिष्ठ और उत्कृष्ट शिष्य थे। अंततः आदिम दिव्य द्वीपों का साधना वातावरण स्वाभाविक रूप से साधारण दिव्य द्वीपों की तुलना में बहुत ही निम्न था। प्रमुख दिव्य द्वीपों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह उन सदस्यों के लिए साधना स्थल था जो सर्वोच्च दिव्यों से कमजोर थे। इसके अतिरिक्त अधिकांश सार्वजनिक सभा स्थल यहीं स्थित थे। इसी कारण आदिम दिव्य द्वीप साधारण दिव्य द्वीपों और प्रमुख दिव्य द्वीपों की तुलना में अधिक जीवंत थे। रुद्रसेन ने ताइगी दिव्य संप्रदाय में विभिन्न दिव्य द्वीपों के बारे में बताया। उन्होंने आकर्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले अमित को देखा और कहा, दिव्य कीमियागर डुआन, क्या मुझे भगवान संप्रदाय नेता से मिलने से पहले आपके और आपके साथियों के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए? जरूर, आकर्ष ने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, हालांकि मेरा दोस्त अपने परिवार को बताए बिना यहाँ आ गया। यहाँ बसने के बाद मुझे उम्मीद है कि रक्षक त्रयंबक उसे ताइगी शहर वापस लाएंगे ताकि वह अपने परिवार को इस बारे में सूचित कर सके। बिल्कुल, ये तो छोटी सी बात है। रुद्रसेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आकर्ष की बातें सुनकर अमित ने आकर्ष की ओर कृतज्ञता से देखा और भावुक हो गया। आखिरकार वह सचमुच अपने परिवार को इस बारे में बताना चाहता था। उसका ताइगी दिव्य संप्रदाय में शामिल होना राजा अमे के भवन के लिए, जो क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य के शासन के अधीन था, वाकई एक बड़ी खुशखबरी थी। अचानक आकर्ष को मानो कुछ याद आ गया। उसकी आंखें ठंडी चमक से भर आई जब उसने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि चार्वी के चित्रों का प्रचलन क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के शाही परिवार की करतूत है। मुझे उम्मीद है कि रक्षक त्रयंबक इस मामले को सुलझाने में मेरी मदद कर सकते हैं। हो सके तो किन के महल के राजा अमे को, जो मेरे इस दोस्त के चाचा भी हैं, क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम का नया सम्राट बनाए। आकर्ष की आवाज सुनते ही अमित की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें भी चमक उठीं। उसने तुरंत रुद्रसेन की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि आकर्ष के अनुरोध पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम एक उच्च श्रेणी का सेलेस्टियल किंगडम है, तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा।
हालांकि चूंकि यह केवल एक मध्यम श्रेणी का सेलेस्टियल किंगडम है, मुझे लगता है कि ताई सेलेस्टियल संप्रदाय मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के साथ बातचीत करने और उन्हें 2 मध्यम श्रेणी के सेलेस्टियल किंगडम देने में सक्षम होगा। रुद्रसेन ने बेफिक्र होकर कहा, जब क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम हमारा हो जाएगा तो हम स्वाभाविक रूप से इस राज्य को नियंत्रित कर सकते हैं। उस समय हम न केवल राजा अमे के महल के राजा अमे को पदोन्नत कर पाएंगे, बल्कि हम आपको कुछ ही शब्दों में नए सम्राट का मित्र भी बना सकते हैं। जैसे ही अमित ने रुद्रसेन के शब्द सुने, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम का सम्राट अमित। आकर्ष अमित की ओर मुड़ा। तुमने रक्षक त्रयंबक की बातें सुनी हैं। हालांकि मैंने रक्षक त्रयंबक से पहले ही तुम्हें ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, लेकिन अगर तुम क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य के सम्राट बनना चाहते हो तो रक्षक त्रयंबक और मैं भी तुम्हारे निर्णय का समर्थन करेंगे। एक पल सोचने के बाद अमित ने दृढ़ता से कहा, आकर्ष, मुझे लगता है कि मैं ताई दिव्य संप्रदाय में ही रहना चाहूंगा। जहां तक मेघशिला दिव्य साम्राज्य के सम्राट के पद की बात है, तो वह मेरे चाचा को दे दो। क्या तुम्हें यकीन है, अगर तुम क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के सम्राट बन जाते हो तो तुम राज्य में जो चाहो कर सकते हो। कई लोगों से ऊपर होना एक अदम्य आकर्षण है। आकर्ष ने अमित को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। आकर्ष, कृपया मेरा मजाक मत उड़ाओ, अमित कड़वी मुस्कान के साथ बोला। जैसा आपने कहा है, मैं केवल क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम में ही अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं सम्राट बन गया तो मेरा भविष्य सीमित हो जाएगा। हालांकि इस जीवन काल में आपके बराबर पहुंचना मेरे लिए कठिन होगा, लेकिन मैं बहुत पीछे नहीं रहना चाहता। इसलिए मैं ताई सेलेस्टियल संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं और लगन से साधना करना चाहता हूं। मुझे आपके बराबर पहुंचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी पीठ देखना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। आकर्ष ने सिर हिलाया। उसी समय अमित के बारे में उसकी धारणा उभर आई। अगर वह अमित होता तो वह भी यही फैसला लेता। दूसरी ओर रुद्रसेन अमित के फैसले से हैरान थे। उन्होंने कहा, कई लोग पूंछ की बजाय सिर बनना पसंद करते हैं। अमित, यह आश्चर्यजनक है कि आपने ऐसा फैसला लिया। इसलिए मैं ताई दिव्य संप्रदाय में आपकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। इसका दिव्य कीमियागर डुआन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ऐसा वादा इसलिए किया था क्योंकि वह अमित के दृढ़ संकल्प के सच्चे प्रशंसक थे। आखिरकार बहुत से लोग सम्राट बनने का मौका नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह उच्च, मध्यम या निम्न श्रेणी का दिव्य साम्राज्य ही क्यों न हो। धन्यवाद रक्षक त्रयंबक, अमित ने उत्साह से रुद्रसेन को धन्यवाद दिया। वह जानता था कि रुद्रसेन के वादे के साथ ताई दिव्य संप्रदाय में उसका समय बहुत आसान हो जाएगा। आखिरकार रुद्रसेन ताई दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक थे। इसके अलावा रुद्रसेन भी एक साथ सितारा दिव्य ड्यूक थे, जो ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के समान थे। आकर्ष भी रुद्रसेन के अमित से किए वादे से थोड़ा हैरान था। हालांकि वह समझ सकता था कि रुद्रसेन ने ऐसा वादा किया था क्योंकि रुद्रसेन देख सकता था कि अमित एक अच्छा इंसान है। रुद्रसेन ने आकर्ष की वजह से यह वादा नहीं किया था। इसके तुरंत बाद रुद्रसेन, आकर्ष, अमित और चारवी को आदिम दिव्य द्वीपों में से एक पर ले गए। यह आदिम दिव्य द्वीप ही था जहां नए लोगों ने ताई दिव्य संप्रदाय के अनुयायी के रूप में पंजीकरण कराया था। ताई दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक रुद्रसेन अब ताई दिव्य संप्रदाय में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में ताई दिव्य संप्रदाय में तीसरा 7 सितारा दिव्य ड्यूक बनकर अपनी पहचान बनाई थी। इसके अलावा संप्रदाय में अफवाहें उड़ रही थीं कि ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग की उपाधि देने की तैयारी हो रही थी। रुद्रसेन के निर्देशों के तहत ताई दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने अमित को ताई दिव्य संप्रदाय का शिष्य बनने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन किया। रुद्रसेन की व्यक्तिगत सिफारिश के कारण वह बुजुर्ग शुरू से ही अमित के प्रति विनम्र रहे। ये देखकर आकर्ष को और भी सुकून मिला। इसलिए वह और चारवी मन की शांति के साथ ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख से मिलने के लिए रुद्रसेन के साथ निकल पड़े। ... रुद्रसेन के बाद वह आकर्ष के साथ चला गया और चारवी, ताई दिव्य संप्रदाय के वरिष्ठ, भूरे बालों वाले लेकिन युवा रंगत वाले एक वृद्ध व्यक्ति अमित के साथ बहुत अच्छे से पेश आए और उसे संप्रदाय में शामिल होने की पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन किया। जिज्ञासावश उन्होंने पूछा, युवक, क्या आपको ये पूछने में कोई आपत्ति है कि संरक्षक रुद्रसेन के साथ आपका क्या रिश्ता है? एल्डर लिलेश, अमित कड़वी मुस्कान के साथ बोला, अगर मैं कहूं कि आज गार्जियन रुद्रसेन से मेरी पहली मुलाकात है तो क्या आप यकीन करेंगे? पहली बार गार्जियन रुद्रसेन से मुलाकात? अमित का जवाब सुनकर एल्डर लिलेश दंग रह गए। फिर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ये कैसे संभव है? इससे पहले गार्जियन रुद्रसेन ने जब आपकी देखभाल करने के लिए कहा था तो वे बहुत गंभीर थे।
मुझे यकीन है कि आपका रिश्ता कहीं ज्यादा गहरा है। स्वाभाविक रूप से अगर आप मुझे कारण बताने को तैयार नहीं हैं, तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। एल्डर लिलेश के चेहरे पर समझदारी के भाव थे। एल्डर लिलेश, मैं सच कह रहा हूँ। अमित ने आह भरते हुए आज हुई सारी बातें बताईं। अंत में उसने कहा, आज की घटना को ताई शहर और ताई दिव्य संप्रदाय तक फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय एल्डर लिलेश, आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। तो फिर वह बैंगनी वस्त्र पहने युवक, वह एक प्रमुख दिव्य कीमियागर है। अमित की बातें सुनकर एल्डर लिलेश हैरान और अविश्वास में पड़ गए। संरक्षक रुद्रसेन ने सार्वजनिक रूप से वादा किया है कि अगर यह बैंगनी वस्त्रधारी युवक हमारे ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने को तैयार है, तो उसे संप्रदाय में मुख्य दिव्य कीमियागर की उपाधि दी जाएगी। एल्डर लिलेश ताई दिव्य संप्रदाय में एक साधारण एल्डर थे और वे एक सर्वव्यापी स्वर्गीय सर्वोच्च दिव्य थे। हालांकि वे लंबे समय से ताई दिव्य संप्रदाय में थे, इस कारण वे रुद्रसेन के चरित्र को अच्छी तरह जानते थे। वे जानते थे कि रुद्रसेन बिना सोचे समझे बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे। बैंगनी वस्त्र पहने उस युवक को ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल कराने के लिए उनके लिए इस तरह का झूठ बोलना असंभव नहीं था। मुख्य दिव्य रसायनज्ञ की उपाधि ताई दिव्य संप्रदाय और संप्रदाय के दिव्य रसायनज्ञों के बीच उच्च सम्मान का प्रतीक थी। केवल सबसे कुशल दिव्य रसायनज्ञ को ही यह उपाधि दी जाती थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि बैंगनी वस्त्र पहने ये युवक ताई दिव्य संप्रदाय के सभी प्रमुख दिव्य कीमियागरों से ज्यादा कुशल है? वरना मुझे यकीन है कि संरक्षक रुद्रसेन बिना सोचे समझे ऐसा वादा नहीं करते। एल्डर लिलेश पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्हें होश में आने में काफी समय लगा। जब उन्होंने फिर से अमित की ओर देखा तो उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। युवक, तुमने एक बहुत अच्छा दोस्त बना लिया है। एल्डर लिलेश ने आह भरी। हाँ, उसके जैसा दोस्त पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अमित ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता की एक झलक दिखाई दी। सचमुच वह आकर्ष के प्रति अविश्वसनीय रूप से कृतज्ञ महसूस कर रहा था। अगर आकर्ष न होता तो उसे बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में से एक ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने का मौका नहीं मिलता। ... इस बीच रुद्रसेन आकर्ष और चारवी को आगे बढ़ाते हुए 90 साधारण दिव्य द्वीपों और 900 आदिम दिव्य द्वीपों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और वे उन 9 प्रमुख दिव्य द्वीपों तक पहुंच गए जो स्थित थे। पूरी जगह फिर से धुंध से ढकी हुई थी और हवा में कई आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ये जगह बादलों और धुंध के पीछे छिपी हुई थी और हवा में कई आकृतियां व्यवस्थित थीं। अगर ताई दिव्य संप्रदाय के वाम रक्षक रुद्रसेन मार्गदर्शन न कर रहे होते तो आकर्ष यहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। चारवी के पास गहन साधना आधार होने के बावजूद उनके लिए अपना रास्ता ढूंढना असंभव होता। आखिरकार वह जितनी भी शक्तिशाली थी, वह एक पृथ्वी स्तरीय सर्वोच्च दिव्या ही थी। दूसरी ओर ताई दिव्य संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारी जो 9 प्रमुख दिव्य द्वीपों पर साधना करते थे, सभी प्रथम श्रेणी के दिव्य ड्यूक थे। उनमें से सबसे कमजोर भी एक मूल दिव्य ड्यूक था जो एक सर्वोच्च दिव्य ड्यूक से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। बादलों के समुद्र के पीछे 9 प्रमुख दिव्य द्वीप सुव्यवस्थित किलों की तरह छिपे हुए थे। उनमें से एक प्रमुख दिव्य द्वीप बीच में था और उसके चारों ओर अन्य 8 प्रमुख दिव्य द्वीप थे, ठीक उसी तरह जैसे तारे चांद को घेरे हुए थे। 8 प्रमुख आकाशीय द्वीपों में से 3 फॉर्मेशन सकल में थे जबकि अन्य 5 फॉर्मेशन के बाहर थे। रुद्रसेन आकर्ष और चारवी को मध्य में स्थित प्रमुख दिव्य द्वीप पर एक विशाल घर में ले गए और वहां उपस्थित व्यक्ति का आदरपूर्वक अभिवादन किया। संप्रदाय के नेता गुरु आकर्ष यहाँ हैं। यहाँ अपनी यात्रा के दौरान रुद्रसेन ने ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को एक दिव्य संचार ताबीज भेजकर सूचित कर दिया था कि आकर्ष ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने वाला है। इसलिए अब उसे आकर्ष को यहाँ लाने का कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उसे यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि वह आकर्ष को यहाँ क्यों लाया था। मैं भद्रेश हूँ, ताई दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय नेता। मास्टर आकर्ष, हमारे संप्रदाय में आपका स्वागत है। जैसे ही भद्रेश ने बात की, आकर्ष विशाल घर के अंदर से भद्रेश की शक्तिशाली आभा को महसूस कर सका। कुछ ही देर बाद सफेद वस्त्र पहने एक लंबी आकृति घर से बाहर निकली। यह आकृति एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की थी। उसकी तलवार जैसी भौहें और गठीला चेहरा था। उसकी मुस्कान बसंत की हवा की तरह ताजगी भरी थी, फिर भी वह एक राजसी व्यक्तित्व लिए हुए था। जाहिर था कि यह व्यक्ति ताई दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख भद्रेश था। संप्रदाय नेता आकर्ष ने सिर हिलाया और भद्रेश का अभिवादन किया। भद्रेश आकर्ष को देखकर हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही उसकी नजर चारवी पर पड़ी, उसने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। फिर भी उसकी आंखों में विस्मय की झलक दिखाई दे रही थी। आखिरकार उसने पहली बार इतनी बेदाग खूबसूरती देखी थी।
हालांकि उसकी आंखों में अभी भी एक विस्मयकारी भाव था। हालांकि वह काफी समय से जी रहा था और उसका दिल काफी समय पहले ही शांत झील जैसा हो गया था, फिर भी उसके दिल में एक हल्की सी लहर सी उठ रही थी। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया एक पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, उसके पीछे कोई कुटिल या कामुक विचार नहीं थे। इसके अलावा रुद्रसेन ने उसे एक संचार दिव्य तावीज के जरिए ये भी बताया था कि उसने इस महिला के प्रति वासना के कारण भार्गव को मार डाला था। इस मामले में वह रुद्रसेन के कार्यों से सहमत था। स्वाभाविक रूप से उसे रुद्रसेन द्वारा 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के दिव्य ड्यूकों की हत्या के बारे में भी पता चला, लेकिन वह परेशान नहीं हुआ। आखिरकार रुद्रसेन के पास अपने कार्यों के लिए एक वैध कारण था। मास्टर आकर्ष, भद्रेश ने आकर्ष की ओर देखा और स्पष्ट रूप से कहा, संरक्षक रुद्रसेन द्वारा आपसे किया गया वादा ताई दिव्य संप्रदाय द्वारा आपके प्रति समर्थित है। मुझे उनके निर्णय पर भरोसा है। चूंकि उन्होंने कहा है कि आप हमारे ताई दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य कीमियागर बनने के लिए पर्याप्त कुशल हैं, तो अब से आप हमारे ताई दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य कीमियागर होंगे। वास्तव में उन्होंने आकर्ष पर भरोसा किया क्योंकि रुद्रसेन ने उन्हें बताया था कि आकर्ष प्रमुख दिव्य गोली ओवाकिंग हेवन पिल को परिष्कृत कर सकता है। ताई दिव्य संप्रदाय के अन्य प्रमुख दिव्य कीमियागर ऐसी उपलब्धि के लिए सक्षम नहीं थे। हालांकि भद्रेश के मन में कुछ कौंधा। उसने आकर्ष की ओर देखा और कहा, लेकिन गुरु आकर्ष, हमारे संप्रदाय के मुख्य दिव्य रसायनज्ञ के रूप में आपके पद की घोषणा करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे संप्रदाय के 3 अन्य प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों से मिलें और उनसे चर्चा करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आकर्ष ने भद्रेश की ओर जानबूझकर देखा जैसे कि वह भद्रेश के मन को पढ़ सकता हो और कहा, संप्रदाय नेता भद्रेश, आप चाहते हैं कि मैं उन 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों के साथ चर्चा करूं ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं ताई दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर बनने के योग्य हूं, है ना? मास्टर आकर्ष, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उनके सामने एक ओवरआर्किंग हेवन पिल को परिष्कृत करना है। इसे देखने के बाद स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और वे आपके कौशल के कायल हो जाएंगे, भद्रेश ने उत्तर दिया। क्या होगा अगर मैं उनके सामने ओवरआर्किंग हेवन पिल को परिष्कृत नहीं करना चाहता या उनसे कोई चर्चा नहीं करना चाहता? आकर्ष ने पूछा, अगर ऐसा है संप्रदाय प्रमुख भद्रेश, तो क्या आप मुझे ताई दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर बनाने वाले हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं, तो मैं अभी जा सकता हूँ। बोलने के बाद आकर्ष ने भद्रेश की ओर देखा। आकर्ष के शब्दों से भद्रेश अवाक रह गया। उसने आकर्ष से ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। अगर आकर्ष अपने ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों के सामने अपनी योग्यता साबित नहीं करता और उसने जल्दबाजी में आकर्ष को संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर बना दिया, तो बाकी 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर निश्चित रूप से असंतुष्ट होंगे और गुस्से में संप्रदाय छोड़ भी सकते हैं। हालांकि ताई दिव्य संप्रदाय के तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागर संप्रदाय के सभी पूजनीय बुजुर्ग थे, लेकिन संप्रदाय के प्रति उनका लगाव बहुत गहरा नहीं था, इसलिए वे बिना सोचे समझे संप्रदाय छोड़ सकते थे। मास्टर आकर्ष, रुद्रसेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब उसने आकर्ष के शब्द सुने। हालांकि रुद्रसेन की बात पूरी होने से पहले ही भद्रेश बीच में बोल पड़ा। उसने गंभीरता से कहा, मास्टर आकर्ष, अगर आप इसके खिलाफ हैं, तो हम आपकी इच्छा के अनुसार करेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि आप हमारे ताई दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य कीमियागर हैं, भले ही आप अन्य प्रमुख दिव्य कीमियागरों से बात न करना चाहें। संप्रदाय नेता, रुद्रसेन के हाव भाव एकदम बदल गए। हालांकि वह जानता था कि आकर्ष ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की तुलना में बहुत कुशल था, फिर भी उसने अकेले आकर्ष के लिए 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों को खोना उचित नहीं समझा। आकर्ष भद्रेश की बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। चिंतित रुद्रसेन को देखने के बाद उसने फिर से भद्रेश की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, संप्रदाय प्रमुख भद्रेश, मैं तो मजाक कर रहा था। कृपया मुझे 3 दिव्य कीमियागरों से मिलवाने का इंतजाम करें। आकर्ष ने ये शब्द केवल ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश की परीक्षा लेने के लिए कहे थे। भद्रेश से उसकी यह पहली मुलाकात थी और वह उत्सुक था कि इतने कठिन अनुरोध के सामने भद्रेश क्या चुनाव करेगा। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भद्रेश न केवल निर्णायक था, बल्कि वह जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त साहसी भी था। उसे संप्रदाय में बनाए रखने के लिए भद्रेश ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों को खोने का जोखिम उठाने को भी तैयार था। हालांकि वह जानता था कि भद्रेश ने ऐसा केवल अपनी स्वर्ग की गोली को परिष्कृत करने की क्षमता के कारण ही किया है, फिर भी वह भद्रेश से प्रभावित था। आखिरकार ज्यादातर लोग एक प्रमुख दिव्य कीमियागर के लिए, जो बंजर भूमि में दुर्लभ थे, 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों को खोने का जोखिम नहीं उठाएंगे, भले ही वह स्वर्ग की गोली को परिष्कृत करना जानता हो या नहीं।
इसके अलावा वे 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ ताई दिव्य संप्रदाय में लंबे समय से थे, जबकि वह अभी ताई दिव्य संप्रदाय में आया था। अगर वह भद्रेश की जगह होता तो शायद वह चुनाव करने में भद्रेश जितना निर्णायक और साहसी न होता। संप्रदाय प्रमुख भद्रेश, मैं पहले मजाक कर रहा था। कृपया मुझे 3 दिव्य कीमियागरों से मिलवाने का इंतजाम करें। आकर्ष की बातें सुनकर ताई दिव्य के वाम रक्षक रुद्रसेन के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने कृतज्ञता से आकर्ष की ओर देखा। इसी तरह जब ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश ने आकर्ष की बातें सुनी तो सदमे से उबरकर उन्हें राहत मिली। आखिरकार, हालांकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वे आकर्ष, जो स्वर्ग की सर्वव्यापी गोली को परिष्कृत करना जानता था, के बदले में ताई दिव्य संप्रदाय में लंबे समय से मौजूद 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों को खोने का जोखिम उठाएंगे, फिर भी यह एक कठिन निर्णय था। इसके अलावा वे आकर्ष को अच्छी तरह से नहीं जानते थे और न ही उन्हें पता था कि आकर्ष संप्रदाय में लंबे समय तक टिक भी पाएगा या नहीं। अगर तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागर चले भी गए तो भी अगर आकर्ष लंबे समय तक संप्रदाय में नहीं रहे तो उन्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। आखिरकार फायदे नुकसान से ज्यादा थे, लेकिन अगर आकर्ष ने कुछ समय बाद ही छोड़ने का फैसला कर लिया तो क्या होगा? उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस समय संप्रदाय में कोई प्रमुख दिव्य कीमियागर नहीं होगा। ताई दिव्य संप्रदाय के लिए आकर्ष द्वारा लाए गए लाभ निश्चित रूप से 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों से कम नहीं होंगे। ठीक है, मैं व्यवस्था कर दूंगा, भद्रेश ने बेचैनी से जवाब दिया। उसकी घबराहट को देखते हुए यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह एक शक्तिशाली 7 सितारा दिव्य ड्यूक था। फिर उसने रुद्रसेन की ओर देखा और कहा, रक्षक त्रयंबक, मैं तीनों पूजनीय बुजुर्गों को ढूंढूंगा और उन्हें मास्टर आकर्ष से चर्चा के लिए आमंत्रित करूंगा। कृपया मास्टर आकर्ष और चारवी के ठहरने के लिए कोई जगह व्यवस्थित करें। भद्रेश ने उस मुख्य द्वीप की ओर देखा जहां उसका निवास था और कहा, आप उनके मुख्य द्वीप पर रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। फिर वह आकर्ष की ओर मुड़ा और बोला, मास्टर आकर्ष, मिस चारवी, मैं अब विदा लेता हूँ। मैं आप दोनों से बाद में मिलूंगा। अपनी बात समाप्त करते ही ऐसा लगा जैसे वह पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों में से केवल रुद्रसेन ही भद्रेश की गतिविधियों को देख पा रहे थे। उन्होंने भद्रेश को एक अन्य प्रमुख दिव्य द्वीप की ओर जाते देखा। भद्रेश के जाने के बाद रुद्रसेन ने कहा, गुरु आकर्ष, संप्रदाय के नेता आपको बहुत महत्व देते हैं। मुख्य द्वीप विशेष है। हालांकि साधना का वातावरण अन्य 8 प्रमुख दिव्य द्वीपों से बहुत अलग नहीं है, फिर भी उनकी स्थिति उस प्रमुख दिव्य द्वीप से तुलना नहीं की जा सकती जहां आप ठहरेंगे। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, मुख्य प्रमुख दिव्य द्वीप वह स्थान है जहां संप्रदाय के नेता और ताई दिव्य साधना के सर्वोच्च बुजुर्ग रहते हैं। उनके अलावा सर्वोच्च दिव्य संप्रदायों के केवल सबसे सम्मानित अतिथियों को ही यहाँ ठहरने की अनुमति है। यहाँ तक कि जब 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर हमारे संप्रदाय में शामिल हुए तब भी संप्रदाय के नेता ने उनके मुख्य द्वीप पर ठहरने की व्यवस्था नहीं की। मैं बहुत खुश हूँ, आकर्ष ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ हल्के से कहा। मास्टर आकर्ष, आप मजाक कर रहे हैं। आपकी क्षमताओं को देखते हुए ये स्वाभाविक है कि आधिकारिक तौर पर हमारे साथ जुड़ने से पहले ही आपको हमारे ताई दिव्य संप्रदाय का एक अत्यंत सम्मानित अतिथि माना जाए। हमारे लिए यही उचित है कि हम आपके मुख्य द्वीप पर रहने की व्यवस्था करें, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वे मुख्य दिव्य द्वीप पर पहुंचे तो वे स्पष्ट रूप से समृद्ध स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा ऊर्जा को महसूस कर सके, जैसा कि आदिम दिव्य क्रिस्टल अयस्क शिराओं के स्वामी संप्रदाय से अपेक्षित है। बंजर भूमि के अन्य स्थान ताई दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य द्वीपों के साधना वातावरण की तुलना में कुछ भी नहीं है। आकर्ष ने हवा में स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा को महसूस करके मन ही मन आह भरी। इसके अलावा साधना वातावरण मेरे लिए भी बहुत ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, ये चारवी दिव्य क्रिस्टल द्वारा प्रदान किए गए साधना वातावरण में साधना करने से अलग नहीं है। इससे पहले जब आकर्ष साधना कर रहा था और वह एक महान स्वर्णिम दिव्य बन गया तो उसने पाया कि साधना का वातावरण चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, उसके द्वारा ग्रहण की जाने वाली स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा ऊर्जा की एक सीमा थी। लगता है यहाँ साधना के लिए मुझे चारवी के दिव्य क्रिस्टल पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे शायद उसके दिव्य क्रिस्टल की मदद की जरूरत तभी पड़ेगी जब मेरी साधना का आधार बेहतर हो जाएगा और मैं और मजबूत हो जाऊंगा। आकर्ष इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। दूसरी ओर चारवी, जो एक सर्वव्यापी स्वर्गीय सर्वोच्च दिव्य थी, के लिए मुख्य प्रमुख दिव्य द्वीप का साधना वातावरण, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसकी साधना में सहायक नहीं था। यहाँ साधना करने के लिए उसे अभी भी अपने दिव्य क्रिस्टल पर निर्भर रहना पड़ता था। अचानक चारवी ने अपनी साफ आंखों से आकर्ष को देखा और रुद्रसेन के जाने के बाद पूछा, भाई लिंग तियान, क्या इसका मतलब है कि मुझे अब टोपी और घूंघट नहीं पहनना पड़ेगा? मुझे यकीन नहीं है।
आकर्ष ने कहा। आकर्ष की बातें सुनकर उसका चेहरा उतर गया। हालांकि उसके अगले शब्द सुनकर उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। किसी भी स्थिति में बंजर भूमि में आपको घूंघट और टोपी पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। चार्वी बहुत खुश थी। जब वे बंजर भूमि से निकले तब भी उसे टोपी और घूंघट पहनना पड़ा। हालांकि वह इस बात से संतुष्ट थी कि फिलहाल उसे बंजर भूमि में टोपी और घूंघट पहनने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उसे संतुष्ट करना आसान था। ... इस बीच ताई शहर में भारी हंगामा मच गया था। लोग एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में आपस में गपशप कर रहे थे। भार्गव ताई दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग, प्रियांशु हजार मकड़ियों दिव्य संप्रदाय के एक संरक्षक और तारकेश मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग ताई दिव्य संप्रदाय द्वारा व्यवस्थित बढ़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के निवास पर गए। किसी ने जीप चटकाई, वे वहां केवल शहर में घूम रहे चित्रों में दिख रही महिला के कारण गए थे। खैर, मुझे कोई हैरानी नहीं है। वो 3 आदमी अपनी कामुकता के लिए जाने जाते हैं। वो हसीना उनके हाथों जरूर तड़पेगी। मुझे उस खूबसूरत महिला पर दया आती है। जब ताई शहर के लोगों को पता चला कि बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के 3 दिव्य ड्यूक ताई शहर में बढ़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के निवास पर गए थे, तो उन सभी ने मान लिया कि चित्रों में सुंदर महिला एक दुखद अंत से गुजरने वाली थी। भार्गव, प्रियांशु और तारकेश सभी शक्तिशाली दिव्य ड्यूक हैं। वे एक मूल दिव्य ड्यूक भी नहीं हैं, वे 2 प्रकार के दिव्य ड्यूक हैं। ताकत के मामले में तीनों बराबर हैं। मुझे डर है कि खूबसूरती भी दोनों में बराबर होगी। एक महिला साझा करें। खैर, वे शायद एक समझौते पर पहुंचेंगे और बारी बारी से उसके साथ यौन संबंध बनाएंगे। किसी ने आह भरी, ये बहुत दुख की बात है कि वह सुंदरी उन तीनों के हाथों में पड़ गई। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि ताई शहर के ज्यादातर लोगों को इस ताज़ा घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी। उन सभी को चित्रों की खूबसूरती पर दया आ रही थी। तभी किसी ने मजाक उड़ाया, तुम सब तो बिल्कुल अनजान हो। मुझे यकीन है कि तुम में से किसी को भी पता नहीं होगा कि आखिर में उस खूबसूरत लड़की के लिए सब कुछ ठीक हो गया। सबसे जरूरी बात, भार्गव, प्रियांशु और तारकेश मर चुके हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, रेस्टोरेंट का मुख्य हॉल, जो कुछ देर पहले तक गुलजार था, तुरंत खामोश हो गया। वहां इतनी शांति थी कि पिंग गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सबका ध्यान उस व्यक्ति पर केंद्रित था जिसने यह बात कही थी। वह व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जो बढ़िया वस्त्र पहने हुए था और असाधारण स्वभाव का था। अंततः एक वृद्ध व्यक्ति ने चुप्पी तोड़ी और पूछा, श्रीमान, क्या आपने जो कहा वह सच है? मैं उड़ते हुए ड्रैगन के स्वर्गीय साम्राज्य का एक राजकुमार हूँ। क्या मुझे झूठ बोलने की जरूरत है? मैंने खुद भार्गव, प्रियांशु और तारकेश की मौत देखी है, अधेड़ उम्र के आदमी ने गर्व से कहा। अधेड़ उम्र का आदमी एक मेज पर अकेला बैठा था। उसके पीछे 2 बूढ़े खड़े थे। वे उसके निजी रक्षक लग रहे थे। इस बात और उनके असाधारण स्वभाव के आधार पर बहुत कम लोगों को उनके शब्दों पर संदेह हुआ। राजकुमार, आज जो हुआ उसके बारे में आप हमें क्यों नहीं बताते? एक युवक ने उत्सुकता से पूछा, जब वह उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देख रहा था जो सुंदर वस्त्र पहने हुए था और दावा कर रहा था कि वह उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य का राजकुमार है। ये सुनकर रेस्टोरेंट में मौजूद लगभग सभी लोगों की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। सभी जानना चाहते थे कि तीनों शक्तिशाली दिव्य ड्यूक्स की मृत्यु कैसे हुई। रेस्टोरेंट में मौजूद कई ग्राहकों में से बहुत कम लोगों को शक था कि वह अधेड़ आदमी झूठ बोल रहा है। आखिर बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के 3 शक्तिशाली दिव्य ड्यूकों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने की हिम्मत कौन कर सकता है? अगर अधेड़ आदमी की बातें सच नहीं होती, तो तीनों दिव्य ड्यूकों को ये बात पता चलते ही वह अधेड़ आदमी जरूर मर जाता। अधेड़ उम्र का आदमी झूठ नहीं बोल रहा था और उसकी बातें यकीन दिलाने वाली थीं। इसके अलावा उसका स्वभाव भी अनोखा था। ग्राहकों की राय में अधेड़ उम्र के आदमी पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। क्या बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के 3 दिव्य ड्यूक्स को उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के लोगों के सामने मार दिया गया? ये सचमुच अविश्वसनीय है। हालांकि चूंकि इस व्यक्ति ने ऐसी बात कहने का साहस किया है, तो ये सच होने की संभावना है। मुझे आश्चर्य है कि बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के दिव्य ड्यूक्स को किसने मारा। वे तीनों 2 रूपों वाले दिव्य ड्यूक्स थे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए उन्हें मारना असंभव है। हालांकि सोआरिंग ड्रैगन सेलेस्टियल किंगडम एक उच्च श्रेणी का सेलेस्टियल किंगडम है। जहां तक मुझे पता है, उनके राज्य में सबसे मजबूत व्यक्ति केवल एक शिखर पर मौजूद स्वर्गीय सर्वोच्च सेलेस्टियल है। इसलिए अपराधी सोआरिंग ड्रैगन सेलेस्टियल किंगडम से नहीं हो सकता है। हालांकि रेस्टोरेंट में सभी लोग गपशप कर रहे थे, फिर भी वे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसके बजाय वे आपस में चुपके से फुसफुसा रहे थे। 3 2 रूप दिव्य ड्यूक। अच्छे कपड़ों में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उपहास किया।
वह उस युवक की बात का जवाब देने ही वाला था जिसने पहले बात की थी, लेकिन जब उसने आसपास की धीमी बातचीत सुनी तो वह उपहास करने लगा। उसने कहा, तुम गलत हो। वास्तव में भार्गव और प्रियांशु दो रूप दिव्य ड्यूक थे। हालांकि तारकेश पहले ही 3 प्रतिभाओं वाला दिव्य ड्यूक बन चुका था। उस व्यक्ति की आंखों में डर का एक संकेत देखा जा सकता था, जो उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य का राजकुमार होने का दावा करता था। जब वह आगे कहता रहा, उस समय भार्गव और प्रियांशु ने तारकेश से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। केवल एक ही चाल से तारकेश ने उन दोनों को आसानी से दबा दिया। उसने उस निवास के सामने वाले आंगन को नष्ट कर दिया जिसे ताई दिव्य संप्रदाय ने हमारे ठहरने के लिए व्यवस्थित किया था। अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे खड़े 2 बूढ़ों के चेहरे पर भी डर के भाव थे। आखिरकार उन्होंने भी पहले दिव्य राजकुमारों के बीच हुई लड़ाई देखी थी। अगर उन तीनों ने जानबूझकर अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं किया होता ताकि वहां मौजूद लोगों पर इसका असर न पड़े, तो वे मरते तो नहीं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाते। 3 प्रतिभा दिव्य ड्यूक मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के एल्डर तारकेश को सफलता मिली और वे 3 प्रतिभा वाले सेलेस्टियल ड्यूक बन गए। मैंने बहुत समय पहले सुना था कि मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के एल्डर तारकेश 3 प्रतिभाओं वाले सेलेस्टियल ड्यूक बनने से बस एक कदम दूर हैं। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने सफलता हासिल कर ली है। कई लोगों में फिर से हंगामा मच गया जब उन्हें पता चला कि मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के एक बुजुर्ग तारकेश 3 प्रतिभा वाले सेलेस्टियल ड्यूक बन गए हैं। अफसोस, हालांकि एल्डर तारकेश 3 प्रतिभाओं वाले दिव्य ड्यूक बन गए थे, फिर भी उनकी मृत्यु एल्डर भार्गव और संरक्षक प्रियांशु के साथ हुई। किसी ने कहा। जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, पूरा सदन पुनः शांत हो गया। ये सही था, एक 3 टैलेंट सेलेस्टियल ड्यूक और 2 2 फॉर्म सेलेस्टियल ड्यूक मारे गए। अपराधी कितना शक्तिशाली था। अपराधी कम से कम 4 फेनोमेना सेलेस्टियल ड्यूक तो होना ही चाहिए था, है ना? राजकुमार, हमें अनुमान लगाने मत दीजिए। हमें बताइए कि एल्डर तारकेश, एल्डर भार्गव और संरक्षक प्रियांशु को किसने मारा। हाँ राजकुमार, हमें बताओ। राजकुमार, कई लोग उत्सुकता से उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देख रहे थे जो दावा कर रहा था कि वह उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य का राजकुमार है। सबकी जलती हुई निगाहों के नीचे सुंदर कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिसने खुद को राजकुमार बताया था, ने बिना किसी घुमा फिराकर कहा, जिसने 3 दिव्य ड्यूकों को मारा है वह रुद्रसेन है, जो ताई दिव्य संप्रदाय का वाम संरक्षक है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शब्दों से रेस्तरां में फिर से हंगामा मच गया। रेस्तरां के ग्राहकों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास देखा। ये कैसे संभव है? एक अफवाह फैल रही है कि ताई दिव्य संप्रदाय का वाम संरक्षक हाल ही में 7 सितारा दिव्य शासक बन गया है। उसने भार्गव, प्रियांशु और तारकेश को क्यों मारा? क्या उसे भी उस सुंदरी से प्यार हो गया था? हो सकता है कि वे तीनों उस सुंदरी को उससे छीनना चाहते थे, इसलिए उसने उन्हें मार डाला। असंभव। मैंने सुना है कि बाएं रक्षक को स्त्रियों में कोई रुचि नहीं है। इसके अलावा अगर वह सचमुच उस सुंदरी पर अपना अधिकार जताना चाहता तो तीनों दिव्य राजकुमार उसे जरूर स्वीकार कर लेते। तुम सही कह रहे हो। हालांकि वे तीनों बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में उच्च पदस्थ अधिकारी थे, फिर भी वे ताई दिव्य संप्रदाय के संरक्षक रुद्रसेन से अतुलनीय हैं। और उनमें से केवल एक ही त्रिप्रतिभाशाली दिव्य ड्यूक था। अगर वे तीनों त्रिप्रतिभाशाली दिव्य ड्यूक भी होते तो भी वे संरक्षक रुद्रसेन को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते। मैं सहमत हूँ। ग्राहक फिर से उस सुंदर वेशभूषा वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखने लगे तथा अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उसकी प्रतीक्षा करने लगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने खुद को नहीं रोका और घटना के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद दर्शकों को कुछ स्पष्ट समझ आ गई कि क्या हुआ था। जैसा कि पता चला है, उस सुंदरी का एक प्रमुख दिव्य रसायन शास्त्री के साथ अच्छा संबंध है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रमुख दिव्य कीमियागर का ताई दिव्य संप्रदाय के बाएं संरक्षक रुद्रसेन के साथ अच्छा संबंध है। अन्यथा संरक्षक रुद्रसेन अपने संप्रदाय से एक दिव्य ड्यूक और बंजर भूमि के अन्य 2 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के 2 दिव्य ड्यूक को आसानी से नहीं मार देगा। मुझे डर है कि तीनों को उम्मीद नहीं थी कि एक महिला की वजह से गार्जियन रुद्रसेन द्वारा उन्हें मार दिया जाएगा। सुंदरता के बगल में बैठे प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ का नाम आकर्ष है ना? मैंने बंजर भूमि में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना। मैं भी। ये सही है। सुंदर वेशभूषा वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने रेस्तरां में उपस्थित लोगों को ये भी बताया कि सुंदरी के साथ बैठे प्रमुख दिव्य कीमियागर को ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के बाद मुख्य दिव्य कीमियागर की उपाधि दी जाएगी। कुछ ही समय में रेस्तरां में कही गई बातें जंगल की आग की तरह ताई शहर में फैल गईं, जिससे हंगामा मच गया।
सभी जानते थे कि ताई दिव्य संप्रदाय के वाम रक्षक रुद्रसेन ने ताई दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग भार्गव, हजार मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के एक संरक्षक प्रियांशु और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग तारकेश को मार डाला था। उन्हें ये भी पता चला कि बंजर भूमि में एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ का आगमन हुआ था। ऐसा लग रहा था कि नया प्रमुख दिव्य कीमियागर इतना कुशल था कि रुद्रसेन, जो कि 7 सितारा दिव्य ड्यूक था, वह भी नए प्रमुख दिव्य कीमियागर को ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल करने के लिए उत्सुक था और उसने उसे मुख्य दिव्य कीमियागर की उपाधि देने का वादा किया था। प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ, क्या उन्हें पहले 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों ताई दिव्य संप्रदाय की राय नहीं लेनी चाहिए? हाँ, अगर वह प्रमुख दिव्य कीमियागर आकर्ष कुशल नहीं है तो 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर निश्चित रूप से उसे स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल, अगर ताई दिव्य संप्रदाय अभी भी 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की स्वीकृति के बिना आकर्ष को मुख्य दिव्य कीमियागर बनाने पर अड़ा रहता है, तो प्रमुख दिव्य कीमियागर संभवतः ताई दिव्य संप्रदाय छोड़ देंगे। लगता है कोई दिलचस्प शो देखने को मिलने वाला है। अफसोस की बात है कि हम ताई सेलेस्टियल सेक्ट के सदस्य नहीं हैं। हमारे लिए शो को व्यक्तिगत रूप से देखना संभव नहीं है। ताई शहर के अधिकांश लोग आकर्ष के ताई दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य कीमियागर बनने की संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं थे। ... जबकि ताई शहर में सभी प्रकार की अफवाहें उड़ रही थी, क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम, एक मध्यवर्ती स्तर के सेलेस्टियल किंगडम के निवास में एक तूफान उठ रहा था। भार्गव, प्रियांशु और तारकेश मर गए हैं। ये कैसे संभव है? क्या सुंदरता के साथ खड़ा बैंगनी वस्त्र पहने युवक सचमुच एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ है? क्या ये सच है कि वह ताई दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक रुद्रसेन से भी अच्छी तरह परिचित है? जब क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम ने अफवाहें सुनी, तो क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के सम्राट मेघराज की अभिव्यक्ति अनिच्छा से भर गई। महाराज, हम उस सुंदरी और उसके साथी का कुछ नहीं कर सकते। हम उस महिला और उसके बगल वाले पुरुष से बदला लेने में असमर्थ हैं। इसके अलावा हमें इस मामले में छिपे खतरों को सुझाने का कोई रास्ता निकालना होगा। आखिरकार वे आसानी से पता लगा सकते हैं कि हम ही थे जिन्होंने ताई शहर में ये चित्र बांटे थे, एक बूढ़े व्यक्ति ने भयभीत भाव से मेघराज से कहा। बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ अन्य लोग भी खड़े थे जो चिंतित और परेशान दिख रहे थे। बहरहाल मेघराज स्तब्ध होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह निराशा में खुद से बुदबुदाया, मानो उसने बूढ़े की बातें सुनी ही न हो। रुआ, मैं कितना बेकार हूँ। लिया मारा गया, फिर भी मैं उसका बदला नहीं ले सकता। मेघराज के पुत्रों में केवल छठे राजकुमार शैलेंद्र ने अपना उपनाम नहीं रखा, बल्कि शैलेंद्र ने अपनी मां का उपनाम रखा। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मेघराज शैलेंद्र की मां से कितना प्रेम करता था। अन्यथा एक दिव्य साम्राज्य का प्रतिष्ठित और अभिमानी सम्राट अपने पुत्र को उसकी मां का उपनाम कैसे दे सकता था? महाराज, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में मेघराज को अचंभित देखकर अधीनस्थ एक साथ चिल्ला उठे और भी अधिक चिंतित हो गए। मेघराज को होश आया। उसने अपने अधीनस्थों को घूरा और झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? क्या चिंतित होने का कोई फायदा है? जब मेघराज को पता चला कि उसके छठे बेटे की हत्या करने वाली महिला अभी भी जिंदा है और उसके बगल में बैठा आदमी एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ है, जिसका ताई दिव्य संप्रदाय के वाम रक्षक रुद्रसेन के साथ स्पष्ट रूप से अच्छा रिश्ता था, तो उसे पता चल गया कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। रुद्रसेन ताई दिव्य संप्रदाय के वाम रक्षक तो थे ही, रुद्रसेन एक 7 सितारा दिव्य ड्यूक भी थे, जो बंजर भूमि में एक प्रथम श्रेणी के महाशक्ति थे। जब रुद्रसेन ने भी सफलता नहीं पाई थी, तब भी एक वाम रक्षक के रूप में रुद्रसेन के लिए पूरे क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार से निपटना काफी आसान था। अंत में मेघराज ने अपने अधीनस्थों की ओर देखते हुए कहा, मैं इस मामले को खुद ही सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं बाकी शाही परिवार या तुम्हें इसमें नहीं फंसाऊंगा। वह पहले ही निराशा के दलदल में डूब चुका था, क्योंकि वह अपने छठे बेटे का बदला नहीं ले सका था। उसने आसन विपत्ति की वास्तविकता से अस्थायी रूप से बचने की कोशिश की थी। हालांकि जब उसने अपने अधीनस्थों को चिंतित देखा तो उसे होश आ गया। महाराज, मेघराज की बातें सुनकर मेघराज के अधीनस्थों के भाव बदल गए। महाराज, क्या हम इस स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते? शायद हम उस महिला और उसके बगल में बैठे प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ से माफी मांग सकें। हाँ महाराज, जैसा कि कहा जाता है, जहाँ जीवन है वहाँ आशा है। अगर हम उनसे विनती करें तो शायद हम इस विपत्ति से बच सकें। महाराज, हम क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम में आपके बिना नहीं रह सकते। मेघराज के अधीनस्थों की राय थी कि उन्हें उस महिला और उसके बगल में बैठे प्रमुख दिव्य कीमियागर से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि मेघराज ने अपने अधीनस्थों की बातें सुनकर सिर हिला दिया। उसे लगा कि उन्हें एक पल के लिए खुद को उस महिला और उस प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ की जगह रखकर देखना चाहिए।
चाहे वे कितने भी दयालु क्यों न हो, वे ऐसी परिस्थितियों में झुकेंगे नहीं। आखिरकार उन्होंने ताई शहर में उस महिला के चित्र प्रसारित किए थे। मेघराज के मन में आक्रोश और अनिच्छा उमड़ पड़ी। अगर वह प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ न होता तो वह महिला पहले ही मर चुकी होती। उसने सिर हिलाया, उसे पता था कि अब उसका अंत हो गया है। उसके मन में बेबसी का भाव उमड़ पड़ा। अब वह बस यही चाहता था कि शाही परिवार के बाकी सदस्यों और अपने अधीनस्थों को सुरक्षित रखने की कोशिश करे। तभी एक तेज और ऊर्जावान आवाज हॉल में दाखिल हुई, जो हर कोने में गूंज उठी। आप क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के सम्राट हैं, मेघराज। मेघराज और उसके अधीनस्थों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। फुफ फुफ, हवा के दो झोंके हॉल में आए और अचानक दो आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें से एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी था, जबकि दूसरा मध्यम कद का बूढ़ा आदमी था। लंबे और हटे कट्टे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की भौहों के बीच एक विशेष रूप से सुस्पष्ट सिनेबार तिल था। दूसरी ओर मध्यम कद का वह बूढ़ा आदमी साधारण सा लग रहा था। भीड़ में वह अलग नहीं दिखता। दो नए लोगों को देखकर मेघराज और अन्य लोग डर के मारे जल्दी से झुक गए। मेघराज ने फिर धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? मध्यम कद काठी वाले बूढ़े व्यक्ति ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया, मैं मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल साम्राज्य का संरक्षक बुजुर्ग हूँ, महेश विक्रम। फिर उसने अपना एक हाथ उठाया, जिससे एक चिन्ह प्रकट हुआ जो मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के संरक्षक बुजुर्गों के लिए अद्वितीय था। क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के सम्राट होने के नाते, जो मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय से संबंधित था, मेघराज ने एक नजर में ही बूढ़े व्यक्ति के हाथ में टोकन पहचान लिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि बूढ़ा व्यक्ति मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। हालांकि उसने टोकन को पहली बार व्यक्तिगत रूप से देखा था। उसने इससे पहले मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय द्वारा जारी एक स्मृति सेलेस्टियल तावीज में देखा था। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय में केवल 3 प्रतिभाओं वाले सेलेस्टियल ड्यूक या उससे ऊपर के व्यक्ति ही संरक्षक एल्डर बनने के योग्य थे। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय में अन्य एल्डर्स की तुलना में संरक्षक एल्डर्स का दर्जा सबसे ऊंचा था। उदाहरण के लिए तारकेश, जिसे रुद्रसेन ने मार डाला था, मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय का एक आंतरिक एल्डर मात्र था। उसका पद एक संरक्षक एल्डर से भी कम था। हालांकि तारकेश ने सफलता प्राप्त की थी और एक 3 प्रतिभाओं वाला दिव्य ड्यूक बन गया था, फिर भी वह अन्य 3 प्रतिभाओं वाले दिव्य ड्यूकों की तुलना में इतना शक्तिशाली नहीं था कि एक संरक्षक एल्डर बन सके। आखिरकार वह भी हाल ही में एक 3 प्रतिभाओं वाला दिव्य ड्यूक बना था। स्वाभाविक रूप से क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के लोगों के लिए वे अभी भी तारकेश जैसे किसी व्यक्ति के प्रति अनादर करने की हिम्मत नहीं करते थे। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के एक संरक्षक बुजुर्ग की तो बात ही छोड़ दें, जिसका दर्जा ऊंचा था। मैं क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम का सम्राट मेघराज हूँ। नमस्कार एल्डर महेश। मेघराज द्वारा वृद्ध व्यक्ति का अभिवादन करने के बाद उसके अधीनस्थों ने भी उसका अनुसरण किया और वृद्ध व्यक्ति का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। मैं आज ये घोषणा करने आया हूँ कि अब से क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य अब हमारे मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय का नहीं रहेगा। ताई दिव्य संप्रदाय ने क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य के बदले हमें 2 मध्यम श्रेणी के दिव्य साम्राज्य दिए हैं। वृद्ध व्यक्ति ने मेघराज की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। उसकी आवाज में जरा भी बदलाव नहीं था और वह आगे कहता रहा, अब से क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य ताई दिव्य संप्रदाय का होगा। बूढ़े आदमी की बातें आधी सुनते सुनते मेघराज और उसके अधीनस्थ पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। हालांकि जब उन्होंने बूढ़े आदमी की बातें पूरी की तो उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। हालांकि उन सभी को ताई दिव्य संप्रदाय से किसी न किसी तरह की सजा की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बदला इतनी जल्दी और बेरहमी से आएगा। ये वाकई एक दबंग चाल थी। बदला लेने के लिए ताई दिव्य संप्रदाय ने 2 मध्यम दर्जे के दिव्य साम्राज्यों का आदान प्रदान मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य से कर दिया था। एक बार जब क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम ताई सेलेस्टियल संप्रदाय के अधीन हो गया तो संप्रदाय अपनी इच्छानुसार कार्य करने में सक्षम हो गया, लेकिन उनके राज्य को उन पर नियंत्रण नहीं करने दिया गया। मेघराज ने चिंतित भाव से वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा और विनती की, एल्डर महेश, हम संप्रदाय को हर साल जो दिव्य पत्थर भेंट स्वरूप भेजते हैं वह अन्य मध्यम स्तर के दिव्य राज्यों से कहीं ज्यादा है। संप्रदाय हमें त्याग नहीं सकता। एल्डर महेश, जब तक आप हमारा राज्य ताई दिव्य संप्रदाय को नहीं सौंप देते, तब तक हमारा क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य हमारे द्वारा आमतौर पर दिए जाने वाले दिव्य पत्थरों को दोगुना करने को तैयार है। मेघराज अच्छी तरह जानता था कि अगर क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के अधीन रहा तो ताई दिव्य संप्रदाय के वामपंथी संरक्षक या ताई दिव्य संप्रदाय चाहे तो भी वे अकेले ही उससे निपट पाएंगे। ताई दिव्य संप्रदाय पूरे क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य को छू नहीं पाएगा। अगर क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य ताई दिव्य संप्रदाय को दे दिया गया तो शाही परिवार का पतन निश्चित है।
संप्रदाय के नेता पहले ही इस मामले पर सहमत हो चुके हैं। सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी भाव के कहा और मेघराज की ओर देखा जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने मेघराज की ओर देखना भी उचित नहीं समझा। इसके बजाय वह अपने साथ आए लंबे और हटे कट्टे आदमी की ओर देखने लगा। मेघराज के सामने उसकी उदासीनता उस लंबे और हटे कट्टे आदमी को देखते ही गायब हो गई। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक सम्मानजनक भाव प्रकट हुआ जब उसने कहा, रक्षक त्रयंबक, अब से मेघशिला दिव्य साम्राज्य आपके ताई दिव्य संप्रदाय का है। उसने आगे कहा, दरअसल ये तो बस एक मामूली बात है। आपको खुद आने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने संप्रदाय के किसी बुजुर्ग को मेरे साथ भेज सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति अत्यंत श्रद्धावान था और उस लंबे और हटे कट्टे अधेड़ व्यक्ति के सामने बिल्कुल भी अशिष्टता करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रक्षक त्रयंबक, जिस तरह से बूढ़े व्यक्ति ने लंबे और हटे कट्टे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को संबोधित किया, उसे सुनकर स्वाभाविक रूप से मेघराज और उसके आदमियों के लिए लंबे और हटे कट्टे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पहचान का पता लगाना मुश्किल नहीं था। धम्म, अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पहचान जानने के बाद मेघराज सबसे पहले घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने विनती की, रक्षक त्रयंबक, मैंने ही अपने मातहतों से उस युवती के चित्र बांटने को कहा था। इस मामले का दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि रक्षक त्रयंबक इस मामले की पूरी जांच करेंगे। मैं, मेघाच्छादित शैल आकाशीय साम्राज्य का सम्राट मेघराज, इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। अब उसकी एकमात्र इच्छा बचे हुए शाही परिवार की रक्षा करना था। धप धप धप, मेघराज के आदमियों ने भी ऐसा ही किया। उनके शरीर कांप रहे थे और वे भी घुटनों के बल गिर पड़े। अब उनके लिए ये स्पष्ट हो गया था कि वह लंबा और हट्टा कट्टा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति रुद्रसेन था, जो ताई दिव्य संप्रदाय का वाम संरक्षक और 7 सितारा दिव्य ड्यूक था। रुद्रसेन ने मेघराज की ओर देखा, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, और उपहास करते हुए कहा, ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है कि इस मामले का परिणाम तुम्हें अकेले भुगतना होगा या नहीं। आज से क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम का एक नया शाही परिवार होगा। वर्तमान शाही परिवार का सफाया कर दिया जाएगा। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। जैसे ही रुद्रसेन ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने एक संचार दिव्य ताबीज का उपयोग करके ताई दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग को आदेश दिया, जो उनके साथ यहाँ आए थे, कि वे क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य के वर्तमान शाही परिवार को नष्ट कर दें। नहीं, मेघराज निराशा में चिल्लाया। स्वाभाविक रूप से वह रुद्रसेन का इरादा समझ गया था। इस समय उसकी आंखें पछतावे और निराशा से भरी हुई थीं। उसे अपने किए पर सचमुच पछतावा हो रहा था। उसे चित्रों में दिख रही महिला को उकसाने का पछतावा था। आसन मृत्यु का सामना करते हुए मेघराज की भावनाएं अचानक बदल गईं। छठे बेटे, तुमने तो पूरे परिवार को ही अपने साथ घसीट लिया। अब उसे शैलेंद्र से चिढ़ होने लगी थी। रुद्रसेन ने केवल हाथ उठाने से पहले उपहास किया और मेघराज की जान ले ली। ये देखकर मेघराज के आदमी और भी जोर से कांप उठे। वे जानते थे कि क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम का वर्तमान शाही परिवार जल्द ही खत्म होने वाला है। जहां तक उनके बचने की बात है, तो सब कुछ उनके सामने वाले पर निर्भर था। मैं तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दूंगा। क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के नए शाही परिवार की अच्छी तरह से मदद करो। अगर तुम्हारे इरादे कुछ और हैं, तो मैं तुम्हें सीधे नर्क भेज दूंगा। रुद्रसेन ने जमीन पर घुटनों के बल बैठे लोगों की ओर देखते हुए शांति से कहा, धन्यवाद रक्षक त्रयंबक। रक्षक त्रयंबक, हम नए शाही परिवार को कभी धोखा नहीं देंगे। जब उन्हें पता चला कि उन्हें जीने की अनुमति है, तो वे खुशी से भर गए। ताई सेलेस्टियल संप्रदाय के बाएं संरक्षक रुद्रसेन द्वारा मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के संरक्षक एल्डर को मामले से निपटने के लिए ताई सेलेस्टियल संप्रदाय द्वारा क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के लोगों के लिए व्यवस्थित निवास स्थान पर ले जाने के बाद घटना भी समाप्त हो गई थी। जाने से पहले रुद्रसेन ने क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के पूर्व सम्राट मेघराज के अधीन लोगों से राजा अमे को राजा अमे के महल से बुलाने का अनुरोध किया। फिर सबके सामने उन्होंने सार्वजनिक रूप से राजा अमे और उनके वंशजों को क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के नए शाही परिवार के रूप में स्थापित किया। वर्तमान में राजा अमे क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के नए सम्राट थे। उन्होंने हॉल में मौजूद लोगों को नए सम्राट के सामने घुटने टेकने के लिए भी कहा। जब रक्षक त्रयंबक चौंकाने वाली घोषणा करने के बाद चले गए, तो विशाल हॉल में जो लोग बाल बाल बच गए थे, वे सदमे और अविश्वास से राजा अमे को देख रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। क्यों उसे, ये वही क्यों है? वह कभी भी उत्कृष्ट नहीं रहा और न ही उसने अलग दिखने की कोशिश की। वह अचानक कैसे उभरकर क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम का सम्राट बन गया? यहाँ तक कि उसका परिवार और वंशज भी शाही परिवार के सदस्य बन गए हैं। क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं देखा कि ताई दिव्य संप्रदाय के रक्षक त्रयंबक राजा अमे के प्रति इतने सम्मानपूर्ण थे?
ये स्पष्ट है कि वह राजा अमे को जानते थे। ये धूप वाले दिन बिजली की कौंध जैसा था। इन लोगों ने सचमुच सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्रसेन राजा अमे और उनके परिवार को क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के नए शाही परिवार के रूप में स्थापित करेंगे। आखिरकार क्लाउडी रॉक किंगडम में कई ऐसे शासक थे जो राजा अमे के महल के राजा अमे से भी ज्यादा काबिल थे। मेरे जाने के बाद मैं ताई दिव्य संप्रदाय के 2 सर्वोच्च दिव्य पुरुषों को तुम्हारे नए सम्राट राजा अमे की सहायता के लिए भेजूंगा। अगर तुम में से किसी ने भी नए सम्राट के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की तो मैं न केवल तुम्हें मार डालूंगा बल्कि तुम्हारे परिवारों का भी सफाया कर दूंगा। रुद्रसेन ने जाने से पहले उन्हें ये शब्द कहे थे। रुद्रसेन के शब्दों को याद करने पर महान हॉल में लोगों ने नाराजगी या असंतुष्ट महसूस करने की हिम्मत नहीं की और क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के नए सम्राट राजा अमे के सामने घुटने टेक दिए। महाराज, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा और रक्षक त्रयंबक को निराश नहीं होने दूंगा। महाराज, आपकी जय हो। सभी ने विनम्रता और श्रद्धापूर्वक राजा अमे को प्रणाम किया। इस बीच राजा अमे स्तब्ध खड़ा रहा। जब उसे इन लोगों के सामने लाया गया तो वह पूरी तरह से सदमे में था। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने उसे यहाँ लाया था वह हमेशा उसके साथ अहंकारी व्यवहार करता था और उसे नीची नजरों से देखता था। हालांकि आज वह व्यक्ति अत्यंत सम्माननीय था। हॉल में पहुंचने पर उच्च पदस्थ अधिकारी जो आमतौर पर अपनी नाक आसमान की ओर उठाए रहते थे, सभी उसके प्रति श्रद्धा और आदर से भरे हुए थे, जिससे वह और भी अधिक चौंक गया। सभी ने झुककर उसे प्रणाम किया। वह सचमुच स्तब्ध था। उसे आश्चर्य क्यों न होता। ये लोग जो उससे अधिक शक्तिशाली थे और पूर्व सम्राट के विश्वास पात्र थे, उसके सामने दंडवत कर रहे थे। मैं क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम का नया सम्राट हूँ। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये स्वाभाविक ही था कि राजा अमे को यह बात पचाने में मुश्किल हुई। उन्हें अचानक सम्राट बना दिया गया था। वह अपने आंगन में चाय पी ही रहे थे कि शाही दरबार के एक पूजनीय बुजुर्ग ने उन्हें आदरपूर्वक बुलाया। जब वह हॉल में पहुंचे तो उन्होंने एक लंबे और हटे कट्टे अधेड़ व्यक्ति को देखा। उन्होंने श्रद्धेय बुजुर्गों को उन्हें रक्षक त्रयंबक कहते सुना। फिर उन्हें बताया गया कि रक्षक त्रयंबक ताई सेलेस्टियल संप्रदाय के वाम गार्जियन थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से रुद्रसेन के बारे में सुना था, जो हाल ही में ताई शहर में प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि वे 7 स्टॉस सेलेस्टियल ड्यूक ताई सेलेस्टियल संप्रदाय के तीसरे 7 स्टॉस सेलेस्टियल ड्यूक बन गए थे। राजा अमे ने सोचा भी नहीं था कि उनके जैसा कोई व्यक्ति इतने महान व्यक्ति से कुछ भी संबंध रख पाएगा। कौन जानता था कि आज न केवल उनकी मुलाकात रुद्रसेन से हुई, बल्कि रुद्रसेन ने उन्हें आधिकारिक तौर पर क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम का सम्राट भी घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि उनके सभी रिश्तेदार अब क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के शाही परिवार के सदस्य थे। उस समय उन्होंने रुद्रसेन से संकोच पूर्वक पूछा था, मैं ही क्यों? समय आने पर आपको पता चल जाएगा। रुद्रसेन ने राजा अमे को यह नहीं बताया कि यह सब उसके भतीजे के कारण था, जो ताई दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य कीमियागर आकर्ष का मित्र था। इस प्रकार राजा अमे असमंजस की स्थिति में क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम का नया सम्राट बन गया। हालांकि वह झूठ नहीं बोलेगा और यह नहीं कहेगा कि वह इस नए उच्च पद से नाखुश है, फिर भी वह थोड़ा असहाय और घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसे डर था कि उसका आशीर्वाद जल्द ही समाप्त हो जाएगा। राजा अमे के भतीजे अमित, जिसे उन्होंने कुछ दिनों से नहीं देखा था, के कुछ दिनों बाद लौटने पर उन्हें अपने आशीर्वाद का चौंकाने वाला कारण पता चला और वे शांत हुए। आखिरकार उन्हें क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम का सम्राट बनने में सहजता महसूस हुई। कितना आश्चर्य की बात है, उस समय के उस युवक ने अब इतनी सफलता हासिल कर ली है। वह न केवल एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ है, बल्कि ताई दिव्य संप्रदाय के रक्षक त्रयंबक के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं। राजा अमे ने आह भरते हुए कहा। उसने सोचा कि अमित की गलतफहमी के कारण आकर्ष और रुद्रसेन के बीच घनिष्ठ संबंध थे। अमित को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रुद्रसेन आकर्ष को इतना महत्व देते थे, किसी अच्छे रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आकर्ष एक कुशल प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ थे जो ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत कर सकते थे। ... इस बीच आकर्ष और चारवी ताई दिव्य संप्रदाय के मुख्य प्रमुख दिव्य द्वीप पर एक विशाल हवेली में रह रहे थे। रुद्रसेन के लौटने के बाद उन्होंने आकर्ष के साथ जो कुछ हुआ उसे बताया और फिर पूछा, मास्टर आकर्ष, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि मैंने क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के साथ कैसे व्यवहार किया? हाँ, आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया रक्षक त्रयंबक। आकर्ष ने सिर हिलाया। आपने इस मामले को बहुत अच्छी तरह से संभाला है रक्षक त्रयंबक। सब कुछ बेदाग किया गया, वाकई बेदाग। क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के पूर्व शाही परिवार का सफाया कर दिया गया। रुद्रसेन ने उन सभी को खत्म कर दिया था ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। वह रुद्रसेन के प्रति थोड़ा कृतज्ञ महसूस कर रहा था, हालांकि रुद्रसेन का तरीका काफी क्रूर था।
दरअसल वह खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था कि रुद्रसेन उसका दुश्मन नहीं था, वरना रुद्रसेन उसके मजबूत होने से पहले ही उसके लिए एक बड़ा खतरा बन जाता। यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती थी। हालांकि वह रुद्रसेन के तरीके से पूरी तरह सहमत नहीं था, लेकिन वह ये भी नहीं कह सकता था कि वह पूरी तरह असहमत भी है। आखिरकार यह एक कुत्ते बिल्ली की दुनिया थी। अगर मुसीबत की जड़ को नष्ट नहीं किया गया तो भविष्य में जरूर मुसीबत आएगी। कौन जाने, अगर वह रुद्रसेन की जगह होता तो शायद वह भी यही करता। अचानक आकर्ष को कुछ याद आया। उसने उत्सुकता से रुद्रसेन को देखा और पूछा, रक्षक त्रयंबक, आपने अभी अभी मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग तारकेश को मार डाला है। मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय आपके अनुरोध पर क्यों सहमत हुआ? वे क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य के बदले ताई दिव्य संप्रदाय के 2 मध्यम श्रेणी के दिव्य साम्राज्यों को देने के लिए क्यों सहमत हुए? रुद्रसेन मंद मंद मुस्कुराया। मास्टर आकर्ष, उस दिन तारकेश को मारने के मेरे पास अच्छे कारण थे, इसलिए मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय इसे स्वीकार कर सकता है क्योंकि आप हमारे संप्रदाय के प्रमुख सेलेस्टियल अल्केमिस्ट हैं। अगर आप नहीं हैं तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। फिर रुद्रसेन ने कहना जारी रखा, जहां तक हमारे ताई दिव्य संप्रदाय द्वारा मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के क्लाउडी रॉक दिव्य साम्राज्य के लिए 2 मध्यवर्ती स्तर के दिव्य साम्राज्यों के आदान प्रदान की बात है तो यह एक अलग मामला था। यह मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के लिए एक लाभदायक सौदा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। आकर्ष को अचानक एहसास हुआ, जो अचानक मंदबुद्धि लग रहा था। तो मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल सेक्ट तारकेश की मौत के लिए तुम्हारा पीछा करेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं ताई सेलेस्टियल सेक्ट का मुख्य सेलेस्टियल कीमियागर हूँ या नहीं। हाँ, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। दिलचस्प। आकर्ष की आंखों में कुछ चमक गया और वह हल्का सा मुस्कुराया। मास्टर आकर्ष, रुद्रसेन ने कहा, संप्रदाय के नेता ने हमारे 2 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों से बात की है। दूसरे प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ एकांतवास में साधना कर रहे हैं और 10 दिनों में ही बाहर आएंगे। इस कारण चर्चा लगभग 10 दिनों में हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ये 2 हफ्तों में हो जाएगी। ठीक है, आकर्ष ने सिर हिलाया। जब तक तुम उनके सामने स्वर्ग की सर्वव्यापी गोली को परिष्कृत करते रहोगे, उन्हें तुम्हारे हमारे ताई दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य रसायनज्ञ बनने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, रुद्रसेन ने कहा। उसे आकर्ष की क्षमता पर पूरा भरोसा था। इस बीच आकर्ष भी ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों से मिलने के लिए उत्सुक था। आखिरकार इसका मतलब था कि वह उनके साथ कीमिया और औषधि शोधन पर चर्चा कर सकता था और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकता था। हालांकि उसने सांसारिक लोक में रहते हुए पुनर्जन्म मार्शल सम्राट से औषधि शोधन के बारे में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसकी स्मृतियों में औषधि शोधन विधियों ने उसे देवता लोकों में औषधि शोधन की त्वरित समझ प्रदान की। यदि वह एक कदम और आगे बढ़ना चाहता था और सर्वोच्च दिव्य औषधियों का शोधन करना चाहता था, तो उसे और अधिक ज्ञान और कई प्रयोग करने की आवश्यकता थी। पुनर्जन्म मार्शल सम्राट द्वारा छोड़ी गई औषधि शोधन की स्मृतियां उसे ऐसा करने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। मैं प्रमुख दिव्य गोली, ओवरआर्चिंग हेवन गोली, को परिष्कृत कर सकता हूं, अपनी कीमियागिरी की कुशलता के कारण नहीं। ये सब मेरी कैस दिव्य ज्वाला की बदौलत है जो 3रे चरण में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि अभी इसकी तुलना केवल प्रमुख दिव्य अग्नि से ही की जा सकती है, फिर भी यह सामान्य प्रमुख दिव्य अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। अगर कैस दिव्य ज्वाला का 3रा रूप किसी सामान्य प्रमुख दिव्य कीमियागर को दे दिया जाए, तो वह प्रमुख दिव्य कीमियागर भी कड़ी मेहनत से ओवरआर्चिंग हेवन गोली को परिष्कृत कर सकता है। आकर्ष भ्रमित नहीं था, वह अपनी क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे अभी भी कीमिया के बारे में बहुत कुछ सीखना था। अतीत में उसे पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की सांसारिक क्षेत्र से गोलियों को परिष्कृत करने की यादों के रूप में एक शॉट कर दिया गया था। हालांकि अब हालात अलग थे, इसलिए उसे खुद पर निर्भर रहना होगा। ... आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। ये वह दिन था जब ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता भद्रेश ने आकर्ष के लिए ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों से मिलने की व्यवस्था की थी। इसलिए आकर्ष सुबह जल्दी बाहर चला गया। आकर्ष 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों से मिलने पहले ही चला गया था, वह उन्हें इंतजार कराना चाहता था। हालांकि तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागरों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह तयशुदा जगह ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के निवास पर पहुंच गया था, लेकिन आधा दिन बीत जाने के बाद भी तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागरों का न तो कोई बाल दिखाई दे रहा था और न ही उनका कोई अंधेरा। मास्टर आकर्ष, हो सकता है कि उन्हें कुछ ऐसा मिला हो जिसकी वजह से उन्हें देरी हो रही हो। भद्रेश ने जल्दी से तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागरों के लिए एक बहाना बना लिया, मानो उसे डर था कि आकर्ष गुस्से में आकर बाहर निकल जाएगा। ऐसा लग सकता है कि वह तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागरों का बचाव कर रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर उबल रहा था।
ये साफ था कि तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागर आकर्ष के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। सबसे अहम बात, वे तीनों उसे मुश्किल में डाल रहे थे। सब ठीक है, मैं बस थोड़ी देर और इंतजार करूंगा, आकर्ष ने जवाब दिया और हल्के से मुस्कुराया। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, आकर्ष का मन भटकने लगा। ताइयी शहर पहुंचने के बाद घटी घटनाओं के बारे में सोचते हुए उसे लगा कि उसे एक छोटा रास्ता मिल गया है। चीजें अविश्वसनीय रूप से सहजता से आगे बढ़ रही थीं। शुरुआत में उसने बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों द्वारा आयोजित बंजर भूमि महाप्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के लोगों का अनुसरण करने की योजना बनाई थी। वह प्रथम स्थान प्राप्त करने और एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ के रूप में अपनी पहचान प्रकट करने वाला था ताकि मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय में शामिल हो सके। फिर वह बंजर भूमि छोड़ने से पहले अपने साधना आधार को और बेहतर बनाने के लिए मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय को एक मंच के रूप में उपयोग करेगा। स्वाभाविक रूप से जाने से पहले आकर्ष ने राज्य के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के 13वें राजकुमार लौकिक से किए गए अपने वादे को निभाने की योजना बनाई। उन्होंने भाई पीयूष से किए गए अपने वादे को पूरा करने और लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करने की भी योजना बनाई, जिसे एक दिव्य राजा ने भाई पीयूष को रॉयल ग्रेड दिव्य हथियार प्राप्त करने में मदद करने के लिए छोड़ा था। भाई पीयूष के अनुसार बंजर भूमि ग्रैंड प्रतियोगिता का असली कारण लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए लोगों की भर्ती करना था। चूंकि केवल 100 वर्ष से कम उम्र के पावर हाउस ही लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश कर सकते थे, इसलिए 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों ने लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए युवा और मजबूत पावर हाउस की खोज के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया था। शुरुआत में वह अपनी ताकत के प्रति आश्वस्त था। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदाय, विशेष रूप से मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय, निश्चित रूप से उसे लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए चुनेंगे जब तक कि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। अप्रत्याशित रूप से उसकी योजनाओं का रूप बदल गया था, हालांकि उसका उद्देश्य वही था। ये बदलाव तब हुआ जब चार्वी का रूप प्रकट हुआ। अंततः आकर्ष ने मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के बजाय ताइयी दिव्य संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया। इसके अलावा उसे ताइयी दिव्य संप्रदाय द्वारा सीधे मुख्य दिव्य रसायनज्ञ की उपाधि दी गई। यह उपाधि निस्संदेह एक सम्मानजनक उपाधि थी। इस उपाधि और प्रतिष्ठा के साथ उसके लिए लौकिक को उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन होने में मदद करना आसान होगा, भले ही वह मार्शल ड्रैगन दिव्य साम्राज्य में शामिल न हो और लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश न करे। संप्रदाय प्रमुख भद्रेश, जहां तक मुझे पता है, बंजर भूमि महाप्रतियोगिता में पहले कोई आयु प्रतिबंध नहीं लगाया जाता था। इसमें अचानक बदलाव क्यों आया? आकर्ष ने पूछा, हालांकि उसे भाई पीयूष से इसका कारण पहले ही मोटे तौर पर पता चल चुका था। मास्टर आकर्ष, मैं आपको देर सबेर ये बताने वाला था, भले ही आपने न पूछा हो। भद्रेश ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले से ही जानता था कि आकर्ष एक महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य पुरुष था जिसकी आयु 100 वर्ष से कम थी। इसलिए उसने आकर्ष के लिए एक दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी दुनिया में प्रवेश करने के लिए पहले से ही एक स्थान आरक्षित कर लिया था। आखिरकार आकर्ष जैसी प्रतिभा को छोटी दुनिया में प्रवेश से वंचित करना व्यर्थ होगा। इस साल की बंजर भूमि महाप्रतियोगिता के लिए आयु प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि भद्रेश ने आकर्ष को ईमानदारी से वह सब कुछ बताया जो वह जानता था, जिसमें वह छोटी दुनिया भी शामिल थी जिसे एक दिव्य राजा ने पीछे छोड़ दिया था। आकर्ष को अपनी जानकारी समझाते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। प्रतियोगिता के अंत में 3 प्रमुख दिव्य संप्रदाय छोटी दुनिया में प्रवेश के लिए लोगों का चयन करेंगे। आपकी क्षमताओं के साथ मास्टर आकर्ष, आप निश्चित रूप से चुने जाएंगे। इसके अलावा छोटी दुनिया में प्रवेश करने के बाद अपनी ताकत से आपके लिए कई खजाने हासिल करना भी संभव है, जिसमें एक शाही स्तर का दिव्य हथियार भी शामिल है। उसकी आवाज और भी उत्तेजित हो गई और वह बोलता रहा, अगर छोटी दुनिया में दूसरों को शाही स्तर का दिव्य हथियार मिल जाए तो उन्हें उसे सौंपना होगा, लेकिन अगर वह आप हैं तो चाहे आपको कितने भी शाही स्तर के दिव्य हथियार मिल जाएं, आप उसे अपने पास रख सकते हैं। भद्रेश ने आकर्ष से एक उदार वादा किया। संप्रदाय नेता भद्रेश, क्या ये बातें कहना अभी जल्दबाजी नहीं होगी? आपको कैसे पता कि मैं छोटी दुनिया में प्रवेश करने को तैयार हूँ या नहीं? आकर्ष के शब्दों से साफ जाहिर था कि उसने भद्रेश के वादे को गंभीरता से नहीं लिया था। मास्टर आकर्ष, छोटी दुनिया में प्रवेश करने का यह एक दुर्लभ अवसर है। अगर मैं छोटा होता तो मैं निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाता और छोटी दुनिया में प्रवेश करता। भद्रेश को आकर्ष के विचारों को समझना मुश्किल लगा। मुझे लगता है आप सही हैं। हालांकि ये केवल तभी एक महान अवसर माना जाता है जब आप निश्चित हों कि आप छोटी दुनिया में जीवित रह सकते हैं। आकर्ष ने हल्के से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों ने इससे पहले 100 वर्ष से कम उम्र के कई शक्तिशाली लोगों को छोटी दुनिया में भेजा था, है ना? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा।
भद्रेश चुप हो गया। सचमुच ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा आकर्ष ने कहा था। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों ने 100 वर्ष से कम आयु के कई महाशक्तियों को छोटी दुनिया में भेजा था, और फिर भी उनमें से कोई भी छोटी दुनिया से बाहर आने के लिए जीवित नहीं बचा। इसमें कोई अपवाद या संदेह नहीं था, उनके सभी आत्मिक मोती चकनाचूर हो गए थे। मास्टर आकर्ष, चूंकि अब आप हम में से एक हैं, इसलिए मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों ने वास्तव में 100 वर्ष से कम उम्र के युवा शक्तिशाली लोगों को छोटी दुनिया में भेजा था। हालांकि ये बिना किसी विशेष योजना के जल्दबाजी में किया गया था। वहां भेजा गया सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल एक नील सूर्य स्वर्ण दिव्य था। इसलिए इस प्रतियोगिता के साथ हम बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य से कमजोर किसी को भी छोटी दुनिया में नहीं भेजेंगे, भद्रेश ने समझाया। पहले एक नील सूर्य स्वर्ण आकाशीय मर गया था। तुम्हें कैसे यकीन है कि एक बैंगनी सूर्य स्वर्ण आकाशीय वहां नहीं मरेगा? हालांकि मैं एक महान व्यापक स्वर्ण आकाशीय हूँ, तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं छोटी दुनिया में प्रवेश करने के बाद नहीं मरूंगा? आकर्ष ने पलटकर जवाब दिया। भद्रेश अवाक रह गए। उनके पास आकर्ष के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। भले ही आकर्ष जैसे 100 वर्ष से कम आयु के एक महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य पुरुष को भी यह छोटी दुनिया खतरनाक लगी हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के लिए छोटी दुनिया के खजाने प्राप्त करने की कोई आशा नहीं थी। अंत में उन्होंने कहा, गुरु आकर्ष, आपकी चिंताएं जायज हैं। हालांकि मैं सचमुच चाहता हूं कि आप छोटी दुनिया में प्रवेश करें, और मुझे सचमुच लगता है कि अगर आप प्रवेश नहीं करते हैं तो यह व्यर्थ होगा। फिर भी मैं आपके निर्णय का सम्मान करूंगा, चाहे वह कुछ भी हो। यदि आप अनिच्छुक हैं तो मैं आपको प्रवेश के लिए बाध्य नहीं करूंगा। आप सही कह रहे हैं, संप्रदाय प्रमुख भद्रेश। मेरी क्षमताओं के साथ अगर मैं छोटी दुनिया में प्रवेश नहीं करता तो ये सचमुच व्यर्थ होगा। खैर, बंजर भूमि महाप्रतियोगिता शुरू होने में अभी कुछ समय है। मुझे इस पर विचार करने दीजिए, आकर्ष ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, तुम्हें सचमुच इस पर विचार करना चाहिए, भद्रेश ने सिर हिलाकर सहमति जताई। शुरू में उसने सोचा था कि छोटी दुनिया में 100 साल से कम उम्र के किसी महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य प्राणी के लिए यह पार्क में टहलने जैसा होगा। हालांकि आकर्ष की बातें सुनने के बाद उसे खुद पर शक होने लगा। कौन निश्चित रूप से कह सकता था कि छोटी दुनिया में 100 साल से कम उम्र के किसी महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य प्राणी के लिए ये खतरनाक नहीं होगा। तभी बाहर से 3 आवाजें एक साथ गूंजी, संप्रदाय प्रमुख। 3 प्रमुख दिव्य कीमिया अगर अंततः आ पहुंचे। तीनों मास्टर, कृपया अंदर आ जाए, भद्रेश ने कहा। मास्टर आकर्ष जल्दी आ गए थे और काफी देर से इंतजार कर रहे थे। उनकी आवाज में असंतोष की झलक सुनाई दे रही थी। आकर्ष ने 2 बूढ़े और एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। ये तीनों स्पष्ट रूप से ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ थे। मध्यम कद काठी वाले एक वृद्ध व्यक्ति ने, जिसने धूसर रंग का लबादा पहना हुआ था, पूछा, आप मास्टर आकर्ष हैं? उसने आकर्ष को बेधड़क देखा और अपनी दिव्य चेतना को आकर्ष की जांच करने के लिए बढ़ाया। उसके बाद वृद्ध व्यक्ति एक पल के लिए लड़खड़ाया, फिर अपने पैर जमाए। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव साफ दिखाई दे रहा था जब उसने कहा, आप तो 100 साल के भी नहीं हैं। 100 साल भी नहीं हुआ। ये सुनकर दूसरे बूढ़े और अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत अपनी दिव्य चेतना का विस्तार करके आकर्ष की जांच की। उन्हें पता चला कि आकर्ष की उम्र वास्तव में 100 साल भी नहीं थी। दूसरा बूढ़ा आदमी लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा था और उसने हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसने संदेह से कहा, एक प्रसिद्ध खगोलीय रसायन शास्त्री जिसकी उम्र 100 साल भी नहीं है। नीले वस्त्र पहने, दुबले पतले और चेहरे पर हमेशा उदास भाव लिए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, चूंकि संप्रदाय का नेता कहता है कि वह एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ है, तो ये सच ही होगा। आखिरकार अगर किस्मत साथ दे तो एक प्रमुख दिव्य अग्नि प्राप्त करना असंभव नहीं है। अंत में भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी नजरें आकर्ष से हटाकर भद्रेश पर घुमाई और संदेह से पूछा, संप्रदाय के नेता, क्या वह वास्तव में ओवाचिंग हेवन पिल को परिष्कृत करने में सक्षम है? यह ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश एक पल के लिए झिझके। फिर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, रक्षक त्रयंबक और मैं इसकी पुष्टि कर सकते हैं। वास्तव में उन्होंने न तो आकर्ष को स्वर्ग की गोली को परिष्कृत करते देखा था और न ही गोलियों को देखा था। हालांकि उन्हें रुद्रसेन पर बिना शर्त भरोसा था, इसलिए जब आकर्ष पर संदेह किया जा रहा था तो उन्हें आकर्ष की गवाही देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। ओह, भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी को आश्चर्य हुआ कि भद्रेश ने आकर्ष के लिए जमानत दी थी। तीनों पुरुषों ने आकर्ष को देखा, साफ तौर पर अभी भी संशय में। वे पहले से ही यह मानने को अनिच्छुक थे कि आकर्ष एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ था जिसकी उम्र 100 साल भी नहीं थी। कहने की जरूरत नहीं कि वे यह मानने को और भी ज्यादा अनिच्छुक थे कि आकर्ष प्रमुख दिव्य गोली
ओवरआर्किंग हेवन पिल को परिष्कृत करने में सक्षम था। आखिरकार ओवरआर्किंग हेवन पिल को परिष्कृत करने के लिए न केवल प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ को कुशल होना जरूरी था, बल्कि इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख दिव्य अग्नि को भी उच्च मानकों पर खरा उतरना था। हालांकि प्रमुख दिव्य अग्नि का स्तर जितना ऊंचा होता, प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ के कौशल की उतनी ही कम आवश्यकता होती। धूसर वस्त्र पहने वृद्ध ने आकर्ष की ओर देखा और स्पष्ट रूप से कहा, गुरु आकर्ष, मैं सुदर्शन हूँ। मैं एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ और ताई दिव्य संप्रदाय का एक पूजनीय बुजुर्ग हूँ। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आप सर्वव्यापी स्वर्गीय गोली का शोधन कैसे करते हैं? मैं वादा करता हूं कि जब तक आप गोलियों का शोधन कर पाएंगे, मैं आपको ताई दिव्य संप्रदाय का प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ स्वीकार करूंगा। सुदर्शन के विनम्र शब्दों में तीखेपन भरे थे। हालांकि आकर्ष को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने बस मुस्कुराकर पूछा, मास्टर सुदर्शन, आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं या बाकी दोनों गुरुओं की तरफ से भी? बोलते हुए उसने हरे कपड़े पहने बूढ़े और नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा। हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, मास्टर आकर्ष, यदि आप ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत कर सकते हैं तो मैं आपको संप्रदाय के मुख्य दिव्य कीमियागर के रूप में स्वीकार करूंगा। मैं भी, नीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने सहमति जताई। ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों के आने से पहले ही आकर्ष ने भद्रेश से उनके नाम जान लिए थे। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का नाम सुदर्शन था, हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का नाम सुनील था और नीले वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति का नाम योगेंद्र था। आकर्ष ने कहा, चूंकि तीनों स्वामी इस पर सहमत हो गए हैं, इसलिए मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगा। आकर्ष ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, एक हंडा प्रकट हुआ। ये वही प्रसिद्ध दिव्य गोली हंडा था जिसे उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के 13वें राजकुमार लौकिक ने उसके लिए प्राप्त किया था। चूंकि भद्रेश को पता था कि आकर्ष अब गोली को परिष्कृत करने जा रहा है, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और उसे परेशान होने से बचाने के लिए शोरगुल करने वाली संरचना स्थापित की। ये देखकर तीनों प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ थोड़े अचंभित रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि आकर्ष इतनी आसानी से मान जाएगा। क्या वह सचमुच ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत करने जा रहा है? क्या वह ओवरआर्चिंग हेवन पिल को भी परिष्कृत कर सकता है? असंभव। उसकी उम्र कितनी है? वह तो 100 साल का भी नहीं है। अगर वह 100 साल की उम्र से पहले ही एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ बन भी जाए और अगर उसे एक श्रेष्ठ दिव्य अग्नि भी प्राप्त हो जाए, तब भी उसके लिए सर्वव्यापी स्वर्गीय गोली को परिष्कृत करना असंभव होगा। तीनों प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों ने ध्वनि संचरण के माध्यम से संवाद करते हुए एक दूसरे को देखा। वे सभी आकर्ष की प्रमुख दिव्य गोली ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत करने की क्षमता पर संशय में थे। ठीक है, चलो बस इंतजार करें और देखें कि क्या वह गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। आप ठीक कह रहे हैं। यदि वह वास्तव में ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत करने में सफल हो जाता है, भले ही यह मुख्य रूप से उसकी श्रेष्ठ प्रमुख दिव्य अग्नि के कारण हो, तो भी मैं उसे मुख्य दिव्य कीमियागर के रूप में स्वीकार करूंगा, भले ही वह मेरे जितना कुशल न हो। हालांकि आकर्ष भद्रेश द्वारा स्थापित शोर निवारक संरचना से घिरा हुआ था, लेकिन वह नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागर शोधन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। शुरुआत में जब उन्होंने आकर्ष की तकनीकों को देखा तो वे घृणा से देखते रहे। उन्हें लगा कि उसे एक प्रमुख दिव्य कीमियागर कहना गलत होगा, क्योंकि आकर्ष ने गोलियों की कड़ाई का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि जैसे ही आकर्ष ने अपने तीसरे रूप कैस्ट डिवाइन फ्लेम, जिसे सभी एक प्रमुख दिव्य अग्नि समझ रहे थे, का आह्वान किया, तीनों दिव्य कीमियागरों के चेहरे से घृणा के भाव गायब हो गए। उन्होंने जो देखा उससे वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। इस समय आकर्ष की हथेली में एक धूसर लौ नाच रही थी। जैसे ही लौ प्रकट हुई, वह गोलियों के बर्तन में कूद गई और गोलियों के बर्तन को गर्म करके गोलियों को परिष्कृत करने का दूसरा चरण शुरू कर दिया। ये किस प्रकार की दिव्य अग्नि है? जब वह दिव्य अग्नि प्रकट हुई तो मेरी दिव्य अग्नि उत्तेजित हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह डर के मारे कांप रही हो। तुम्हें भी ऐसा लगा? मुझे तो लगा कि मैं ही अकेला हूँ। मुझे सच में नहीं लगता था कि वह ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत कर पाएगा। हालांकि अब मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। शोर निवारक संरचना के बाहर तीनों लोग आपस में फुसफुसा रहे थे जब उन्होंने आकर्ष को ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत करते देखा। वे तीसरे रूप कैस्ट डिवाइन फ्लेम से स्पष्ट रूप से चौंक गए थे, जिसे उन्होंने एक प्रमुख दिव्य अग्नि समझा था। इसी तरह भद्रेश भी हैरान था। मास्टर आकर्ष की प्रमुख दिव्य अग्नि इतनी शक्तिशाली है। तीनों प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ अभिमानी थे। हालांकि जब भद्रेश ने उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव देखे, जब आकर्ष ने अपने तीसरे रूप कैस्ट डिवाइन फ्लेम को बुलाया, तो आकर्ष पर उसका विश्वास कई गुना बढ़ गया। हालांकि उसने पहले रुद्रसेन पर अपने विश्वास के कारण आकर्ष का समर्थन किया था, फिर भी वह चिंतित था क्योंकि वह आकर्ष से परिचित नहीं था।
आकर्ष द्वारा उत्पन्न ज्वाला को देखने के बाद वह बहुत शांत था। इसके तुरंत बाद आकर्ष ने गोली के बर्तन को गर्म करना बंद कर दिया और आवश्यक सामग्री निकालना शुरू कर दिया। सब खत्म हो गया। हे भगवान, कितना कम समय बीता है। क्या यह एक मजाक है? 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ एक गोली के बर्तन को गर्म करने में लगने वाले औसत समय से परिचित थे। आकर्ष की गति बहुत तेज थी। वे जानते थे कि बर्तन को गर्म करने की गति दिव्य ज्वाला की तीव्रता से संबंधित है, लेकिन ये गति बहुत ज्यादा थी, भले ही आकर्ष की प्रमुख दिव्य अग्नि असाधारण थी। वे ये देखकर दंग रह गए कि आकर्ष ने गोली के बर्तन को इतनी जल्दी गर्म कर दिया। सुदर्शन बुदबुदाया, मुझे गोलियों का बर्तन गर्म करने में कम से कम 9 घंटे लगते हैं और फिर भी उसे सिर्फ आधा घंटा लगा। ये तो पागलपन है। मैं भी लगभग आपके जितना ही हूँ। आधा घंटा तो बहुत ही बेतुका है, योगेंद्र ने आश्चर्य और अविश्वास में कहा। क्या वो हमारे साथ कोई चाल चल रहा है? अगर गोलियों की कढ़ाई ठीक से गर्म नहीं हुई तो सारी सामग्री बेकार हो जाएगी, योगेंद्र ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सभी दिव्य रसायनज्ञ जानते थे कि गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए गोलियों के कड़ाहों को ठीक से गर्म करना जरूरी है। अगर इस महत्वपूर्ण चरण में जरा सी भी चूक हुई तो गोलियों को परिष्कृत करना असंभव हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत करने वाली सामग्री बेहद कीमती है। मुझे नहीं लगता कि वह इसे ऐसे बर्बाद करेगा। हो सकता है कि वह सचमुच आधे घंटे में गोलियों की कढ़ाई को गर्म करने में कामयाब हो गया हो, सुनील ने अपनी शंकाओं के बावजूद कहा। असंभव, योगेंद्र ने सिर हिलाते हुए असहमति और दृढ़ता से कहा। हम तीनों में से गोलियों की कढ़ाई गर्म करने में मेरी गति सबसे तेज है। पूरे बंजर भूमि में 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय का केवल मानवेंद्र ही मुझसे तेज है। मुझे अपनी गोलियों की कढ़ाई गर्म करने में लगभग 8.5 घंटे लगेंगे। यहाँ तक कि मानवेंद्र को भी अपनी गोलियों की कढ़ाई को सफलतापूर्वक गर्म करने में 8 घंटे लगते हैं। केवल आधे घंटे में गोलियों की कढ़ाई गर्म करना असंभव है। यहाँ तक कि सबसे कुशल प्रमुख दिव्य कीमियागर, जिसके पास सबसे असाधारण प्रमुख दिव्य अग्नि है, उसे भी गोलियों की कढ़ाई गर्म करने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। योगेंद्र को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि आकर्ष ने आधे घंटे में कढ़ाई गर्म कर ली थी। उसने गोलियों के बर्तन में सामग्री डालना शुरू कर दिया है, सुदर्शन ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से कहा, जिससे योगेंद्र को होश आ गया। क्या वह जिस तरह से गोलियों के बर्तन में सामग्री डाल रहा है वह बहुत गंदा और अपरिष्कृत नहीं है? सुनील आकर्ष की बदसूरत तकनीकों से पूरी तरह चकित था। किसी भी स्थिति में गोलियों के कड़ाहों में सामग्री डालने की तकनीक महत्वपूर्ण नहीं थी। देवता लोकों में दिव्य गोलियों के शोधन की प्रक्रिया में कुल 9 चरण होते थे। कड़ाहों को रखना, कड़ाहों को गर्म करना, सामग्री निकालना, कड़ाहों में सामग्री डालना, गोलियों का शोधन, गोलियों को घोलना, स्पिरिट इकट्ठा करना, गोली बनाना और गोली निकालना। गोली शोधन के परिणाम को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण चरण थे कड़ाहों को गर्म करना, गोलियों का शोधन, गोलियों को घोलना, स्पिरिट इकट्ठा करना और गोली बनाना। 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों ने महसूस किया कि आकर्ष की भोजन देने की तकनीक बहुत ही अनाड़ी और भद्दी थी और वे चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सके। गोली शोधन प्रक्रिया के पहले 4 चरणों में से ये देखा जा सकता है कि वह सामग्री निकालने के तरीके को ज्यादा महत्व नहीं देता। गोली के बर्तन की स्थिति और उसमें सामग्री डालने का उसका तरीका भी भद्दा है। जहां तक गोली के बर्तन को गर्म करने की बात है, ये देखना बाकी है कि यह सफल होता है या नहीं। आखिरकार मेरे विचार से आधे घंटे में गोली के बर्तन को गर्म करना नामुमकिन है। चलो निरीक्षण जारी रखें, सुदर्शन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। योगेंद्र ने सिर हिलाया। उसी समय जब आकर्ष ने गोलियों के बर्तन में सामग्री डालना समाप्त कर दिया तो उसने अंदर की स्थिति को देखने के लिए अपनी दिव्य चेतना को गोलियों के बर्तन में बढ़ाया। हालांकि उसने पाया कि उसकी दिव्य चेतना गोलियों के बर्तन के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकती। क्या हो रहा है? उसकी दिव्य अग्नि कितनी शक्तिशाली है। मेरी दिव्य चेतना भी इसके पास नहीं जा सकती। वह ये देखकर चकित रह गया कि गोलियों के बर्तन से निकलने वाली एक आभा ने उसकी दिव्य चेतना को अवरुद्ध कर दिया था। वह मुश्किल से ही गोलियों के बर्तन में क्या हो रहा था इसकी एक झलक पा सका। हालांकि इस समय उसका ध्यान पूरी तरह से आकर्ष की दिव्य अग्नि पर केंद्रित था। उसके पास किस तरह की प्रखर दिव्य अग्नि है? इसने इतनी दूर से मेरी दिव्य चेतना को अवरुद्ध कर दिया, सुनील ने आश्चर्य से कहा। तुम्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है? सुदर्शन ने अविश्वास से सुनील की ओर देखते हुए पूछा। तो तुम दोनों के लिए भी यही बात है? योगेंद्र को जल्दी ही एहसास हो गया कि वह अकेला नहीं था जिसकी दिव्य चेतना अवरुद्ध थी। उसकी दिव्य चेतना जो कुछ भी समझ पाई थी उससे उसने अचानक कहा, वह गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर रहा है। उसने गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया है। आइए उसकी गोली शोधन तकनीक देखें।
तीन प्रमुख दिव्य रसायनियों ने अपना ध्यान वापस आकर्ष की ओर मोड़ लिया क्योंकि आकर्ष पांचवां चरण यानी शोधन प्रक्रिया कर रहा था। तीनों व्यक्ति बिना पलक झपकाए देख रहे थे क्योंकि वे अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके जितना संभव हो सके उतना कुछ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने आकर्ष को गोलियों का शोधन करते देखा तो उनके चेहरे पर अचानक गंभीरता से अजीब भाव आ गए। वास्तव में आकर्ष गोलियों के शोधन में काफी कुशल लग रहा था, लेकिन उन्हें ये स्पष्ट था कि उसकी अधिकांश कुशलता उसकी दिव्य अग्नि से आती थी। दिव्य अग्नि के बिना उसकी शोधन तकनीकें काफी कमजोर थीं। सुनील ने मन ही मन सोचा, यद्यपि उसकी शोधन तकनीकें कमजोर हैं, फिर भी उसकी प्रमुख दिव्य अग्नि की सहायता से उसकी दक्षता मुझसे कहीं अधिक है। तुलना करना वाकई भयानक है। उसे इतनी असाधारण प्रखर दिव्य अग्नि कैसे मिली? क्या ये कोई प्रखर दिव्य अग्नि है भी? सर्वोच्च दिव्य अग्नि के साथ भी सर्वोच्च दिव्य कीमियागर उसके जितना कुशल नहीं होंगे, है ना? सुदर्शन ने मन ही मन सोचा। योगेंद्र ने भी यही विचार व्यक्त किए। 3 घंटे बाद तीन प्रमुख दिव्य रसायनियों को पता चला कि आकर्ष ने गोली का शोधन पूरा कर लिया है। वे उसकी अद्भुत गति देखकर चकित रह गए। ये प्रमुख दिव्य अग्नि वास्तव में उल्लेखनीय है। यदि मेरे पास ये प्रमुख दिव्य अग्नि है तथा मेरी शोधन तकनीकें हैं तो गोलियों का शोधन पूरा करने में मुझे अधिकतम 2 घंटे लगेंगे। मैं भी। तीन प्रमुख दिव्य रसायनियों का ध्यान आकर्ष की दिव्य अग्नि की असाधारणता पर था। उन्होंने उसके कौशल और तकनीकों की पूरी तरह से अवहेलना की। ये स्पष्ट था कि वे उसकी दिव्य अग्नि से ईर्ष्या करते थे। सौभाग्य से दिव्य अग्नि किसी और द्वारा चुराई नहीं जा सकी, अन्यथा वे पहले ही आकर्ष पर उसकी दिव्य अग्नि चुराने के लिए हमला कर चुके होते। वह गोली को घोलना शुरू कर रहा है। जैसे ही आकर्ष ने 5वां चरण पूरा किया, वह तुरंत छठे चरण गोली घोलने के चरण पर आगे बढ़ा। गोली शोधन चरण में औषधीय अवयवों को परिष्कृत करना था। अगला चरण गोली घोलने का चरण परिष्कृत अवयवों को द्रव में बदलना था। ये प्रक्रिया भी पूरी तरह से दिव्य अग्नि की शक्ति पर निर्भर थी, इसलिए आकर्ष को यह चरण भी पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ तक कि उसकी गोली घोलने की तकनीक भी भयानक है। खैर, ऐसा लगता है कि वह सचमुच ओवरआर्किंग हेवन पिल को परिष्कृत करने में सक्षम है। हालांकि उसकी तकनीकें और कौशल कमजोर हैं। वह अपनी दिव्य अग्नि के योग्य नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसके जैसे कमजोर प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ ने इतनी उल्लेखनीय प्रमुख दिव्य अग्नि कैसे प्राप्त कर ली। सामग्री को घुलने में कुछ समय लगाने के बाद आकर्ष 7वें चरण आत्मा संग्रह चरण की ओर बढ़ा। आत्मा संग्रह चरण में भी दिव्य अग्नि की सहायता की आवश्यकता थी, हालांकि यह पिछले चरणों जितनी नहीं थी, इसलिए आकर्ष को इस चरण पर काफी अधिक समय लगाना पड़ा। खैर, उसकी आत्मा इकट्ठा करने की तकनीकें बुरी नहीं हैं, यह इतनी भद्दी भी नहीं है। हालांकि यह अभी भी हमसे बहुत दूर है। उसकी शक्तिशाली प्रमुख दिव्य अग्नि की सहायता के बिना ये कदम सफल नहीं होगा। उसकी आत्मा को एकत्रित करने का कदम केवल उसकी प्रमुख दिव्य अग्नि के कारण ही सफल है। अब तक मैंने जो देखा है उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनकी तकनीकें औसत दर्जे की हैं। मैं सहमत हूं। जल्द ही आकर्ष 8वें चरण गोली बनाने वाले चरण पर आगे बढ़ गया। जैसा कि तीन प्रमुख दिव्य रसायनियों ने भविष्यवाणी की थी, आकर्ष की गोली बनाने की तकनीक भी अपरिष्कृत थी। अगर आकर्ष में अपनी अद्भुत प्रखर दिव्य अग्नि न होती तो वह निस्संदेह असफल हो जाता। आखिरकार आकर्ष 9वें चरण पर पहुंच गया, यानी गोली निकालने का चरण। यह एक आसान चरण था। ज्यादा बुरा नहीं। इस बार मैं 5 गोलियां निकालने में कामयाब रहा। आकर्ष ने मन ही मन बुदबुदाया। वह गोलियों को परिष्कृत करने में पूरी तरह से लगा हुआ था और वह पूरी तरह से भूल गया था कि 4 और लोग उसे देख रहे थे। 5 गोलियां। उसने 5 गोलियां काटी। अविश्वसनीय। अपनी तकनीकों और स्तर के आधार पर वह ज्यादा से ज्यादा एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ की प्रारंभिक अवस्था में है। फिर भी वह 5 व्यापक स्वर्गीय गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में कामयाब रहा। तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागरों ने अविश्वास से एक दूसरे को देखते हुए ध्वनि संचरण के माध्यम से संवाद किया। हालांकि यह स्वीकार करना मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं कि उसने खुद को साबित कर दिया है। मत भूलिए, उसकी उम्र 100 साल भी नहीं है। सुनील ने वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए सुदर्शन और योगेंद्र को बताया। 100 साल भी नहीं। ये कितना दुर्लभ था कि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 100 साल भी नहीं थी, गोलियों को परिष्कृत करने की तकनीक में महारत हासिल कर सके, चाहे वह कितनी भी कच्ची क्यों न हो। इसके अलावा जब तीन प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ आकर्ष की उम्र के थे तो वे उससे कहीं कमतर थे। 5 सर्वव्यापी स्वर्ग गोलियां। ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश जब आकर्ष को सर्वव्यापी स्वर्ग गोलियां परिष्कृत करते हुए देखते हैं तो उन्हें राहत और खुशी होती है। इसके अलावा आकर्ष 5 सर्वव्यापी स्वर्ग गोलियां परिष्कृत करने में कामयाब रहा था। वह अपनी प्रशंसा में कंजूसी नहीं करता।
5 सर्वव्यापी स्वर्ग गोलियां। गुरु आकर्ष, आपकी गोली शोधन तकनीक वाकई अद्भुत है। शानदार। भद्रेश की राय में आकर्ष का कौशल उसके संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों से कहीं बेहतर था। स्वाभाविक रूप से भद्रेश की बातें सुनकर तीनों प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ नाराज हो गए। हालांकि वे कुछ कह नहीं सके। आखिरकार दिव्य अग्नि गोलियों को परिष्कृत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है और उसे किसी के कौशल के रूप में भी गिना जा सकता है। हालांकि आकर्ष की गोली परिष्कृत करने की तकनीक औसत ही थी, फिर भी वे कुछ नहीं कह सके क्योंकि परिणाम खुद ही सब कुछ बता रहे थे। इस समय आकर्ष ने कहा, तीनों गुरुओं, मेरे द्वारा ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने और ताई सेलेस्टियल सेक्ट का मुख्य सेलेस्टियल कीमियागर बनने का उद्देश्य मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल सेक्ट और 1000 स्पाइडर सेलेस्टियल सेक्ट से निपटना है। आकर्ष ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत करने में अपनी सफलता के बारे में डींगे मार सकता था और फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। उसने 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की ओर देखा और कहा, रक्षक त्रयंबक ने अन्य 2 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के 2 लोगों को मार डाला था क्योंकि उन्होंने मुझे, ताई दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य कीमियागर को, अपमानित किया था। अगर मैं संप्रदाय का प्रमुख दिव्य कीमियागर न होता तो मुझे डर है कि वे रक्षक त्रयंबक और संप्रदाय के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते। मुझे पता है कि मेरी गोली शोधन तकनीक औसत दर्जे की है और मेरी सफलता का कारण काफी हद तक मेरी उत्कृष्ट दिव्य अग्नि है। वास्तव में मेरे कौशल के साथ दिव्य अग्नि के बिना मैं संप्रदाय का प्रमुख दिव्य कीमियागर बनने के योग्य नहीं हूँ। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप सभी सहयोग करेंगे और परेशानी से बचने के लिए जनता को ये बताएंगे कि मैं संप्रदाय का प्रमुख दिव्य कीमियागर हूँ। हालांकि जब तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता, मुझे इस पदवी से कोई आपत्ति नहीं है। आकर्ष को उसके हुनर का पूरा अंदाजा था और वह जानता था कि 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ भी उसके हुनर को पहचान सकते हैं। उन्हें पता होगा कि उसकी सफलता का श्रेय उसकी अद्भुत दिव्य अग्नि को जाता है। हम, भद्रेश और 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर आकर्ष के विनम्र शब्दों से सचमुच चौंक गए। आकर्ष को इतना विनम्र देखकर तीनों आदमी थोड़े शर्मिंदा हुए। आखिरकार कुछ देर पहले ही तो वे आकर्ष के रसायन विद्या कौशल की आलोचना कर रहे थे। साथ ही आकर्ष के बारे में उनकी धारणा भी गहरी हो गई। हालांकि आकर्ष के पास इतनी अद्भुत दिव्य अग्नि थी और वह इतनी कम उम्र में ही एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ बन गया, फिर भी उसकी तकनीकों में परिष्कार की कमी के बावजूद यह एक बड़ी उपलब्धि थी। अभिमानी होने के बजाय उसने फिर भी एक विनम्र रवैया बनाए रखा। गुरु आकर्ष, मैं, सुदर्शन, अपनी बात का पक्का हूँ। अब से आप जनता और संप्रदाय के लोगों के बीच ताई दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य कीमियागर के रूप में जाने जाएंगे। मैं आपको स्वीकार करता हूँ। सुदर्शन सबसे पहले बोले, ये सही है। सुनील ने कहा, मास्टर आकर्ष, हालांकि आपकी कीमिया विधियां आपकी उत्कृष्ट दिव्य अग्नि पर अधिक निर्भर करती हैं, फिर भी उत्कृष्ट दिव्य अग्नि आपके कौशल का एक हिस्सा है। हो सकता है आपकी तकनीकें मेरी जितनी परिष्कृत न हो, लेकिन आप मुझसे कहीं अधिक कुशल हैं। इसलिए मैं आपको ताई दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य कीमियागर के रूप में भी स्वीकार करने को तैयार हूँ। आकर्ष को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। मैं सहमत हूँ, योगेंद्र सबसे आखिर में बोला। वह आकर्ष को ताई दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य रसायनज्ञ मानने को भी तैयार था। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश थोड़े असमंजस में थे। उन्हें उनकी बातें समझ नहीं आईं। ऐसा लग रहा था कि उनके संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ आकर्ष की तकनीकों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। लेकिन अगर आकर्ष की तकनीकें कमजोर थीं, तो वह स्वर्ग की गोली को कैसे परिष्कृत कर सकते थे? और आकर्ष ने एक ही बार में 5 स्वर्ग की गोलियों को परिष्कृत करने में भी कामयाबी हासिल की थी। सुनील द्वारा मामला समझाने के बाद भद्रेश को अंततः इसका एहसास हुआ। मास्टर आकर्ष के इतने कुशल और कार्यकुशल होने का कारण मुख्यतः उनकी उत्कृष्ट दिव्य अग्नि है। इसके अलावा उनका स्तर केवल प्रारंभिक स्तर के प्रमुख दिव्य कीमियागरों के बराबर ही है। सुनील ने आकर्ष की ओर देखा और आह भरते हुए आगे कहा, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि मास्टर आकर्ष कीमिया के क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आखिरकार उनकी उम्र 100 साल भी नहीं है। हम तीनों में सबसे छोटे की उम्र पहले से ही 10,000 साल से ज्यादा है। यहाँ तक कि मास्टर यू, जो हम तीनों में सबसे आखिर में एक प्रमुख दिव्य कीमियागर बने थे, 3000 सालों से एक प्रमुख दिव्य कीमियागर रहे हैं। समय और कड़ी मेहनत के साथ बिना किसी प्रतिभा वाला व्यक्ति भी निखर सकता है। शायद यही वजह है कि अभी हमारे कौशल मास्टर आकर्ष से बेहतर हैं। इन सभी कारणों से मैं उन्हें ताई दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य कीमियागर के रूप में सहर्ष स्वीकार करता हूँ। हालांकि आकर्ष जानता था कि उसकी तकनीकें औसत दर्जे की हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ उसे प्रारंभिक अवस्था का एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ मानेंगे।
आखिरकार उसने लंबे समय तक रसायन विद्या का अध्ययन किया था, तब भी जब वह अभी भी सांसारिक क्षेत्र में था। ऐसा लगता है कि देवता लोकों और लौकिक लोकों की तकनीकों में अंतर है। इसके अलावा मुझे कीमिया का ज्ञान लौकिक लोक में पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की स्मृतियों से प्राप्त हुआ है। शायद इसीलिए मुझे केवल एक प्रारंभिक स्तर का प्रमुख दिव्य कीमियागर ही माना जा सकता है। जैसी कि उम्मीद थी, मुझे एक पूर्ण विकसित प्रमुख दिव्य कीमियागर बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। इसके साथ ही आकर्ष को अपनी कमियों का एहसास हुआ। सुनील के शब्दों के आधार पर उसे पता चला कि उसे केवल उसके तीसरे रूप कैस डिवाइन फ्लेम के कारण ही उत्कृष्ट माना जाता था। उसे अपने वरिष्ठों के अनुभवों और मार्गदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता थी। आप तीनों मेरे वरिष्ठ हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे एक उल्लेखनीय प्रखर दिव्य अग्नि प्राप्त हुई है, जिससे मैं सर्वव्यापी स्वर्गीय गोली को परिष्कृत कर पाया हूं, लेकिन मेरी तकनीकें अभी भी अपूर्ण हैं। मैं आप तीनों से अनुरोध करता हूं कि भविष्य में मेरा मार्गदर्शन करें। आकर्ष ने तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागरों से कहा। ज्यादातर लोग विनम्र लोगों को पसंद करते हैं। उसकी विनम्रता की वजह से सुदर्शन और बाकी दोनों को आकर्ष पसंद आ गया। उन्हें उसका मार्गदर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। हॉल का माहौल अच्छा था। आकर्ष और तीन प्रमुख दिव्य कीमियागर आपस में अच्छी तरह से मिलजुल रहे थे। ये देखकर भद्रेश को राहत मिली। कम से कम उसे यकीन था कि जब उसने आकर्ष को ताई दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर बनाया तो तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागर संप्रदाय नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा उसने देखा कि तीनों लोग आकर्ष को स्नेह से देख रहे थे, जैसे कोई बुजुर्ग किसी उज्जवल भविष्य वाले युवा को देख रहा हो। ऐसा लगता है कि मास्टर सुदर्शन, मास्टर सुनील और मास्टर यू को लगता है कि मास्टर आकर्ष में अपार क्षमता है। भद्रेश इतना तो समझ गया। मास्टर सुनील और मास्टर आकर्ष के शब्दों के अनुसार ऐसा लगता है कि मास्टर आकर्ष अब अपनी उत्कृष्ट दिव्य अग्नि के कारण ही इतने कुशल हैं। उसे ये भी एहसास हुआ कि आकर्ष की कीमिया तकनीकों में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। इस समय सुदर्शन ने आकर्ष को देखा और आह भरते हुए कहा, मास्टर आकर्ष, आपकी प्रमुख दिव्य अग्नि, युवा आयु और उच्च क्षमता के साथ देर सवेर आप आत्मा के स्वर्ग में शीर्ष दिव्य कीमियागरों में से एक होंगे, बशर्ते आप युवावस्था में न मरें। मैं सहमत हूँ। योगेंद्र ने सहमति में सिर हिलाया। सुदर्शन और सुनील की तुलना में उसने ज्यादा बात नहीं की थी। हालांकि बाकी दो लोगों के साथ उसके विचार समान थे। मास्टर आकर्ष, हम तीनों निश्चित रूप से कीमिया के मामले में बंजर भूमि में शीर्ष 5 में शुमार हैं। अगर भविष्य में आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सुनील ने कहा। आकर्ष जो किनारे पर खड़ा था उसने सिर हिलाया। मास्टर सुदर्शन, लगता है आप मास्टर आकर्ष का बहुत सम्मान करते हैं। आपने तो कहा था कि वह देर सवेर आत्मा के सर्वोच्च स्वर्ग में शीर्ष दिव्य कीमियागरों में से एक होंगे। भद्रेश सुनील द्वारा आकर्ष की इतनी प्रशंसा सुनकर दंग रह गया। आकर्ष को देखने का उसका नजरिया भी बदल गया था। अंत में चारों लोगों को आपस में बातें करते देखकर वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया। इस बीच आकर्ष, जो सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र के साथ बातचीत कर रहा था, ने कई नई बातें सीखी। उदाहरण के लिए उसने सर्वोच्च दिव्य गोलियों और सर्वोच्च दिव्य कीमियागरों के बारे में सीखा। जैसा कि पता चला, सर्वोच्च दिव्य कीमियागरों को सर्वोच्च दिव्य हथियार शिल्पकारों की तरह ग्रेड में विभाजित किया गया था। प्रमुख दिव्य कीमियागरों के ऊपर ड्यूक दिव्य कीमियागर थे। ड्यूक दिव्य कीमियागरों के ऊपर राजा दिव्य कीमियागर थे। राजा दिव्य कीमियागरों के ऊपर शाही दिव्य कीमियागर थे। शाही दिव्य कीमियागरों के ऊपर सम्राट दिव्य कीमियागर थे। सर्वोच्च दिव्य गोलियों को भी उसी प्रकार श्रेणियों में विभाजित किया गया था जिस प्रकार दिव्य कीमियागरों को विभाजित किया गया था। सर्वोच्च दिव्य शस्त्र शिल्पी और सर्वोच्च दिव्य शस्त्र भी कई स्तरों में विभाजित हैं। मुझे शक था कि दिव्य कीमियागर और दिव्य गोलियों के लिए भी यही बात लागू होती है, और अब पता चला है कि मैं सही हूँ। अब फ्यूचर एड्स, आकर्ष ने आह भरी। जैसा कि कहावत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ एक बातचीत एक महीने के पुस्तक अध्ययन के बराबर होती है। ताई दिव्य संप्रदाय के 3 अनुभवी प्रमुख दिव्य रसायनियों से बात करने के बाद उसे लगा कि उसका क्षितिज विस्तृत हो गया है। चारों लोग रात होने तक बातें करते रहे। उसके बाद उन्होंने अंततः वहां से जाने का निर्णय लिया। मास्टर आकर्ष, अगर भविष्य में आपको कीमिया से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, सुदर्शन ने जाने से पहले आकर्ष से कहा। आकर्ष से बात करने के बाद सुदर्शन को भी आकर्ष के चरित्र की बेहतर समझ हो गई। वह समझ गया कि आकर्ष विनम्र और बुद्धिमान है। आकर्ष सिखाने लायक इंसान था। मेरे लिए भी, मैं भी, सुनील और योगेंद्र ने भी यही वादा किया। 3 प्रमुख दिव्य रसायनियों की नजर में आकर्ष एक होनहार और अत्यंत प्रतिभाशाली दिव्य रसायनज्ञ था।
ये तय था कि भविष्य में वह उनसे आगे निकल जाएगा, चाहे वह साधना के आधार पर हो या रसायन विद्या के मामले में। इसलिए वे सभी आकर्ष के साथ बराबरी का रिश्ता बनाने के अवसर का आनंद ले रहे थे। आखिरकार वे सभी भविष्य में उसके परिपक्व होने पर ही उसका आदर कर सकते थे। उस समय उनके लिए उसके साथ बराबरी का व्यवहार करना मुश्किल होगा। उनका मानना था कि आज आकर्ष के साथ उनका जो रिश्ता बना है वह उनके लिए जीवन भर फायदेमंद रहेगा। मास्टर आकर्ष, अगर आपके मन में कीमिया के अलावा कोई और सवाल हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। एक प्रमुख दिव्य कीमियागर होने के अलावा मैंने हाल के वर्षों में अपनी साधना में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, सुदर्शन ने फिर रुकते हुए कहा। जब तक मैं समस्या का समाधान कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा मास्टर आकर्ष। अगर मैं इसे हल नहीं कर पाया तो मैं संप्रदाय के नेता और सर्वोच्च बुजुर्गों से आपकी मदद करने के लिए कहूंगा। अगर बाकी सब विफल रहा तो मैं ताईयी के कुलपति के पास जाऊंगा। ताईयी के कुलपति? आकर्ष हैरान रह गया। उसने पहली बार ताईयी दिव्य संप्रदाय के कुलपति के बारे में सुना था। सुदर्शन के शब्दों के आधार पर कुलपति भद्रेश और संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्गों से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहे थे। यह कोई रहस्य नहीं है कि संप्रदाय के नेता और ताईयी दिव्य संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग 7 सितारा दिव्य ड्यूक हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कुलपति 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक हैं जिनका उल्लेख भाई प्रदीप ने किया था? इससे पहले आकर्ष ने रहस्यमय भाई प्रदीप से सीखा था कि बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में से प्रत्येक में एक 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक थे। हालांकि बंजर भूमि में हर कोई सोचता था कि 7 सितारा दिव्य ड्यूक बंजर भूमि में सबसे मजबूत अस्तित्व थे। इस कारण से वह जानता था कि बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों ने अपने 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक की उपस्थिति को गुप्त रखा था। सुदर्शन ने ताईयी दिव्य संप्रदाय के कुलपति का उल्लेख करते हुए भाई प्रदीप के शब्दों की पुष्टि की। इसके अलावा जब सुदर्शन ने कुलपति के बारे में बात की तो उनकी नजर अलग थी। यह उस समय से पूरी तरह अलग थी जब उन्होंने सर्वोच्च बुजुर्गों के संप्रदाय के नेताओं के बारे में बात की थी। इसलिए आकर्ष जानता था कि ताईयी दिव्य संप्रदाय के कुलपति एक 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक थे। ठीक है मास्टर आकर्ष, अगर भविष्य में आपको किसी मदद की जरूरत पड़े तो आप बोल सकते हैं। अगर हो सका तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, सुनील ने बीच में कहा। फिर योगेंद्र ने भी सिर हिलाया और कहा, मैं भी। ताईयी दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ ये समझ सकते थे कि आकर्ष भविष्य में महान ऊंचाइयों को छुएगा, इसलिए उन्हें पता था कि आकर्ष के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। वे जानते थे कि आकर्ष की मदद करने का यह उनके लिए सबसे अच्छा मौका है। भविष्य में हो सकता है कि आकर्ष को उनकी मदद की जरूरत ही न पड़े। इसके अलावा बहुत से लोग उसकी मदद के लिए तरस रहे होंगे। धन्यवाद। आकर्ष तीनों लोगों के उत्साह से थोड़ा खुश हुआ। बाकी तीनों के विपरीत उसने इतनी दूर के भविष्य के बारे में नहीं सोचा था। वह तीनों के साथ विनम्र था क्योंकि बिना किसी ठोस कारण के उनसे दुश्मनी करने से बेहतर था कि उनसे दोस्ती कर ली जाए। इसके अलावा उसके मन में कीमिया से जुड़े कई सवाल थे जो वह प्रमुख दिव्य कीमियागरों से पूछना चाहता था। अब चूंकि वे एक ही संप्रदाय में थे इसलिए उसके लिए उनसे सवाल पूछना आसान होगा। चूंकि मुझे संप्रदाय के नेता, बाएं संरक्षक और ताईयी दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों से अनुमोदन मिल गया है, इसलिए मैं संप्रदाय में मजबूती से पैर जमा लूंगा, आकर्ष ने मन ही मन सोचा। ... ताईयी दिव्य संप्रदाय में एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ की खबर जंगल की आग की तरह फैलती रही। यहाँ तक कि दूर बंजर भूमि में रहने वाले लोगों को भी इसके बारे में पता चला। आकर्ष ताईयी दिव्य संप्रदाय में मुख्य दिव्य कीमियागर है। हे भगवान, वह युवक आकर्ष वास्तव में ताईयी दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर बन गया। मैंने सोचा था कि ताईयी दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक रुद्रसेन आकर्ष को ताईयी दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए लुभाने के लिए बस एक खोखला वादा कर रहे थे। मुझे नहीं लगा कि वह गंभीर थे। अफवाह है कि आकर्ष की उम्र 100 साल से भी कम है। वे इतने कम उम्र के व्यक्ति को ताईयी दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य रसायनज्ञ कैसे नियुक्त कर सकते हैं? क्या संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने ताईयी दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों की भावनाओं का ध्यान रखा? ताईयी दिव्य संप्रदाय के तीनों प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ अत्यंत कुशल दिव्य रसायनज्ञ हैं। हालांकि अब एक युवक उनका मुखिया है। मुझे यकीन है कि वे गुस्से में आकर संप्रदाय छोड़ देंगे। यदि ऐसा है तो मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय और 1000 स्पाइडर्स सेलेस्टियल संप्रदाय इससे बहुत लाभान्वित हो सकेंगे। वे 3 प्रमुख सेलेस्टियल कीमियागरों को अपने संप्रदायों में भर्ती करने में सक्षम हो सकते हैं। इसी तरह की चर्चाएं पूरे ताईयी शहर में सुनी जा सकती थीं। सभी को लगा कि ताईयी दिव्य संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने एक युवा और अप्रशिक्षित प्रमुख दिव्य कीमियागर के पक्ष में 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की अवहेलना की थी। वह वास्तव में ताईयी दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर बन गया।
क्या ताइयी दिव्य संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारी पागल हैं? वे सचमुच 3 वरिष्ठ प्रमुख दिव्य कीमियागरों की उपेक्षा करके एक ऐसे प्रमुख दिव्य कीमियागर को अपना रहे हैं जिसकी उम्र 100 साल भी नहीं है। कितनी मूर्खता है। वे पैसे के मामले में तो समझदार हैं, लेकिन पैसे के मामले में मूर्ख हैं। मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि ताइयी दिव्य संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारी क्या सोच रहे हैं। क्या यह इसके लायक है? ... ताइयी शहर में बढ़ते ड्रैगन सेलेस्टियल किंगडम के निवास में। ये खबर सुनकर लोगों को यकीन नहीं हुआ, साथ ही उन्हें राहत भी मिली। उन्हें ये यकीन होता गया कि सम्राट ने उड़ते हुए ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य के 13वें राजकुमार लौकिक को युवराज नियुक्त करके सही फैसला किया है। स्वाभाविक रूप से लौकिक ने भी यह खबर सुनी। भाई आकर्ष सचमुच ताइयी दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य रसायनज्ञ बन गए। हालांकि वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार था, फिर भी ये सुनकर वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या आश्चर्य है, पलक झपकते ही वह ताइयी दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर बन गया है। केदार लौकिक के पीछे खड़ा होकर भावुक होकर आहें भर रहा था। भाई आकर्ष मेरे उपकारक हैं। जब से मैं उनसे मिला हूँ, सिंहासन तक मेरा रास्ता आसान हो गया है। मैं उनकी वजह से युवराज बना हूँ। ये कुछ ऐसा है जिसकी मैंने पहले कल्पना भी नहीं की थी। लौकिक ने आह भरते हुए कहा। बोलते समय उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। वह आकर्ष के प्रति बेहद आभारी थे। ... अब फ्यूचर एड्स। यद्यपि ताइयी सेलेस्टियल संप्रदाय द्वारा क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के लिए व्यवस्थित निवास उतना अच्छा नहीं था जितना कि सोआरिंग ड्रैगन सेलेस्टियल किंगडम के लिए व्यवस्थित किया गया था, फिर भी कई लोगों ने वहां भी इस समाचार को लेकर भावुक महसूस किया। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से अमित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष ताइयी दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर बन जाएगा। मैं उसके लिए सचमुच बहुत खुश हूँ। हालांकि मेरे और उसके बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। अमित आकर्ष के लिए खुश था, लेकिन साथ ही उसे इस बात का अफसोस भी था कि उसके और आकर्ष के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। इसलिए वह और भी ज्यादा प्रेरित हो गया। आकर्ष को पकड़ना नामुमकिन है। मुझे बस उम्मीद है कि मैं भविष्य में उसके और करीब पहुंच सकूंगा। वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। इस बीच राजा अमे के महल के पूर्व शासक और क्लाउडी रॉक सेलेस्टियल किंगडम के वर्तमान सम्राट राजा अमे ने ये खबर सुनकर आह भरी। ये कितने आश्चर्य की बात है कि वह बैंगनी वस्त्रधारी युवक, जो करुणामयी दिव्य यात्री संप्रदाय के दिव्य ड्यूक से बच निकला था, अब इतना ऊंचा दर्जा पा चुका है। उस समय बैंगनी वस्त्र पहने उस युवक को करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के दिव्य ड्यूक से बचने के लिए एक दिव्य ताबीज का सहारा लेना पड़ा। वर्तमान में वह बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में से एक ताइयी दिव्य संप्रदाय का प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ बन चुका था। अगर मुझे मौका मिले तो मुझे खुद उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वे न होते तो ताइयी दिव्य संप्रदाय में शामिल न हो पाता और मैं मेघाच्छादित शिला दिव्य साम्राज्य का सम्राट न बन पाता, राजा अमे ने मन ही मन सोचा। ... जैसे ही आकर्ष के ताइयी दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य कीमियागर बनने की खबर फैली, मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग तारकेश और 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के संरक्षक प्रियांशु की ताइयी दिव्य संप्रदाय के बाएं संरक्षक रुद्रसेन द्वारा हत्या की घटना लंबे समय से भुला दी गई थी। हालांकि मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय और 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के पास हंगामा करने का कोई ठोस कारण नहीं था, फिर भी वे गुप्त रूप से षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसा आकर्ष के ताइयी दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य कीमियागर बनने के कारण भी था। जब उन्हें पता चला कि आकर्ष की उम्र 100 साल भी नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि वह कोई साधारण प्रमुख दिव्य कीमियागर ही है। इस कारण उन्हें पूरा यकीन था कि ताइयी दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर आकर्ष के ताइयी दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य कीमियागर बनने से जरूर असंतुष्ट होंगे। जब तक तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागर असंतुष्ट रहेंगे, वे थोड़े से प्रयास से उन तीनों को अपने अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। हालांकि हकीकत वाकई बहुत क्रूर थी। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल सेक्ट और 1000 स्पाइडर्स सेलेस्टियल सेक्ट ने चाहे जो भी किया हो, ताइयी सेलेस्टियल सेक्ट के 3 प्रमुख सेलेस्टियल अल्केमिस्ट उन्हें मना कर देते थे। समय बीतने के साथ उनका इनकार और भी कठोर होता जाता। उस समय मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय और 1000 मकड़ियों के सेलेस्टियल संप्रदाय ने 3 प्रमुख सेलेस्टियल कीमियागरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। हालांकि तीनों प्रमुख सेलेस्टियल कीमियागर उन्हें अस्वीकार करते समय भी विनम्र थे। हालांकि अब तीनों प्रमुख सेलेस्टियल कीमियागर अब विनम्र नहीं रहे। क्या चल रहा है? मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय और 1000 मकड़ियों के सेलेस्टियल संप्रदाय के लोग हक्के बक्के रह गए। आखिर हो क्या रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि ताइयी दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर ताइयी संप्रदाय को न छोड़ने के बारे में इतने जिद्दी और अड़े हुए थे। इसका कारण नया मुख्य दिव्य कीमियागर था।
तीन प्रमुख दिव्य रसायनियों की नज़र में ताई दिव्य संप्रदाय में बने रहना और आकर्ष के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय या हजार मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय में शामिल होने से कहीं बेहतर था। पहले उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे किस संप्रदाय से हैं। हालांकि अब वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मुख्य दिव्य रसायनज्ञ की वजह से ताई दिव्य संप्रदाय में ही रहना चाहते थे। ये कुछ ऐसा था जिसकी मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय और थाउजेंड स्पाइडर्स सेलेस्टियल संप्रदाय ने अपने सबसे जंगली सपनों में भी उम्मीद नहीं की होगी। ... समय तेजी से बीत गया और जल्द ही वेस्टलैंड ग्रैंड प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। हजारों मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय की संपत्ति से कुछ आकृतियां तेजी से बाहर निकली और ताई शहर की ओर बढ़ीं। इन लोगों में हजार मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के शिष्य और उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल थे। आकर्ष ताई दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर है। ये कैसे संभव है? उड़ते हुए ड्रैगन के दिव्य साम्राज्य से लौटने के बाद शर्मिला एकांत में साधना कर रही थी, इसलिए उसे बाहरी दुनिया की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी। वह आज ही बंद कमरे में साधना से बाहर निकली थी ताकि हजार मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के लोगों के साथ बंजर भूमि महाप्रतियोगिता देखने के लिए ताई शहर जा सके। तभी उसे यह चौंकाने वाली खबर मिली। इस बीच शर्मिला को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आकर्ष एक प्रमुख दिव्य कीमियागर था। वह एक प्रमुख दिव्य कीमियागर है। उसके कई सवालों के जवाब भी मिल गए। यही कारण है कि उड़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के 13वें राजकुमार लॉकिक एक प्रमुख दिव्य गोली कढ़ाई के बदले एक ड्यूक श्रेणी के दिव्य हथियार को देने को तैयार थे। इस समय उसकी निगाहें बेहद जटिल थीं। एक महान व्यापक स्वर्ण दिव्य और एक प्रमुख दिव्य कीमियागर जो 100 साल से भी कम उम्र का था। ऐसी प्रतिभा से उसकी पहली मुलाकात थी। आकर्ष एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वह जानती थी जो 100 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले एक महान व्यापक स्वर्ण दिव्य और एक प्रमुख दिव्य कीमियागर दोनों थे। शर्मिला मन ही मन सोचती रही, अब उसे ताई दिव्य संप्रदाय में मुख्य दिव्य रसायनज्ञ के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। गुरु और वरिष्ठ बहन से मैंने जो सुना है उसके अनुसार ताई दिव्य संप्रदाय के वे 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ जिद्दी और उग्र स्वभाव के हैं। क्या वे एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ के अधीन होने को तैयार होंगे? इसके तुरंत बाद शर्मिला को एक अन्य व्यक्ति से हजार मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय द्वारा अंधेरे में किए गए कार्यों के बारे में पता चला। वह व्यक्ति एक साधारण दिखने वाली युवती थी जिसने सादे कपड़े भी पहने थे। हालांकि उसके अंदर एक आकर्षक आभा थी जिससे लोग उसके आसपास सहज महसूस करते थे। सादे कपड़े पहने महिला ने कहा कि आपकी वरिष्ठ बहन ने ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों से निजी तौर पर संपर्क करने के लिए बार बार लोगों को भेजा है ताकि आकर्ष से उनके असंतोष का फायदा उठाकर हम उसे अपने संप्रदाय में भर्ती कर सकें। हालांकि उन्होंने हमें कठोरता से अस्वीकार कर दिया है। आपकी वरिष्ठ बहन ने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क भी किया लेकिन उन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि यह कहना जरूरी था, वे उसके साथ उतने कठोर नहीं थे। यह अजीब है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हुआ। शर्मिला उत्सुक थी। ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों का रवैया उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग क्यों था? हमें भी उत्सुकता है। शुरुआत में हमें लगा कि मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल सेक्ट हमसे ज्यादा तेजी से कार्रवाई करेगा, इसलिए उन्होंने हमारे प्रस्ताव को कठोरता से अस्वीकार कर दिया। हालांकि बाद में हमें पता चला कि वे मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल सेक्ट के साथ भी काम नहीं कर रहे हैं। सादे कपड़ों वाली महिला ने उदास भाव से कहा। आपकी बड़ी बहन और मेरे मन में कई तरह के अनुमान हैं। अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उन तीनों ने मुख्य सेलेस्टियल कीमियागर की वजह से हमें अस्वीकार कर दिया होगा। हाँ, ये कैसे संभव है? मुख्य दिव्य कीमियागर के शामिल होने से क्या उन्हें असंतोष के कारण ताई दिव्य संप्रदाय छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? शर्मिला समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। ऊपर से तो यही लगता है, लेकिन अगर उन 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों को मुख्य दिव्य कीमियागर से कुछ हासिल करना है, जैसे दुर्लभ गोलियों के फॉर्मूले, तो समझ में आता है कि उन्होंने हमें क्यों ठुकरा दिया। सादे कपड़ों वाली महिला ने समझाया। हाँ, ये संभव है। शर्मिला ने एक पल सोचने के बाद सिर हिलाया। मैंने सुना है कि आप ताई दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य कीमियागर से परिचित हैं। सादे कपड़े पहने महिला ने पूछा। हाँ, छोटी चाची। शर्मिला ने सिर हिलाया। सादे वस्त्रों वाली महिला हजार मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय के 2 7 सितारा दिव्य ड्यूकों में से एक थी। दूसरा 7 सितारा दिव्य ड्यूक पूर्व संप्रदाय का नेता था। वर्तमान संप्रदाय का नेता केवल एक 6 संयोजन दिव्य ड्यूक था। सादे वस्त्रों वाली महिला जिस बड़ी बहन का जिक्र कर रही थी, वह हजार मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय की वर्तमान संप्रदाय प्रमुख थी। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों द्वारा आयोजित बंजर भूमि महाप्रतियोगिता का उद्देश्य 100 वर्ष से कम आयु के युवा दिग्गजों को एक दिव्य राजा द्वारा छोड़े गए छोटे से संसार में प्रवेश करने और खजाने की खोज करने के लिए भर्ती करना था।
इसलिए हजार मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। इसलिए उन्होंने सादे वस्त्रों वाली एक महिला को भेजा जो एक 7 सितारा दिव्य ड्यूक थी। सादे कपड़े पहने महिला ने पूछा, मैंने सुना है कि उसने आपकी चौथी बहन को परेशान किया था, लेकिन आपने उससे बदला नहीं लिया। हाँ, शर्मिला ने सिर हिलाया। बाहर अफवाहें उड़ रही हैं कि आपको पता है कि उसकी एक असाधारण पृष्ठभूमि है। हालांकि जहां तक मुझे पता है आपने उसकी पृष्ठभूमि की बिल्कुल भी जांच नहीं की। इसके अलावा मुझे पता चला कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने उसका पीछा किया था और भागने के लिए उसने एक छाया शून्य पलायन तावीज का इस्तेमाल किया था। चूंकि उसके पास एक छाया शून्य पलायन तावीज था, इसलिए आपके लिए यह मान लेना स्वाभाविक है कि उसकी एक असाधारण पृष्ठभूमि है। हालांकि हमारे संप्रदाय या खुद को दोषी ठहराए बिना अपनी बहन का बदला लेना आपके लिए फिर भी आसान होगा। आपको बस करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय को सूचित करना था और वे स्वाभाविक रूप से उससे निपट लेंगे। हालांकि आपने ऐसा नहीं किया। जहां तक मुझे पता है आप और करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के उस प्रतिभाशाली शिष्य मानवी अच्छे दोस्त हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय उसे क्यों मारना चाहता है। हालांकि चूंकि उन्होंने उसे मारने के लिए एक प्रमुख बुजुर्ग को भेजा था, इसलिए ये स्पष्ट है वह उनकी काली सूची में है। अगर तुम मानवी को उसकी लोकेशन बता दोगे तो वह जरूर अपने संप्रदाय की नेता को इसके बारे में बता देगी। इससे उसे पुण्य भी मिलेगा। मुझे सच में आश्चर्य है कि तुमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। सादे कपड़ों वाली महिला ने शर्मिला को तीखी नजरों से देखा, मानो वह शर्मिला के मन की बात पढ़ सकती हो। छोटी चाची, मुझे सचमुच उसके मूल के बारे में कुछ नहीं पता। सादे कपड़ों वाली महिला की पैनी निगाहों का सामना करने पर शर्मिला को अपराध बोध हुआ। अंत में उसने अपनी चौथी बहन का बदला न लेने की वजह बताई। जैसा कि आप जानते हैं, मानवी मेरी एक अच्छी दोस्त है। मैंने उससे इसलिए कोई समझौता नहीं किया क्योंकि उसने मुझसे एक एहसान मांगा था। उसने मुझसे उस पर नजर रखने और अगर उसे कोई खतरा हो तो उसकी मदद करने को कहा था। मानवी ने तुम्हें उस पर नजर रखने को कहा था। क्या करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय का कोई प्रमुख बुजुर्ग उसका पीछा नहीं कर रहा है? सादे कपड़े पहने महिला ने पूछा। मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन यही वजह है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया और न ही करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय को उसका ठिकाना बताया, शर्मिला ने कहा। हालांकि वह खुलकर बोल रही थी, उसने सारी बातें नहीं बताईं। उदाहरण के लिए, उसने आकर्ष और मानवी के बीच के रिश्ते का खुलासा नहीं किया। आखिरकार उसे मानवी की प्रतिष्ठा की परवाह थी। ... जैसे जैसे बंजर भूमि महाप्रतियोगिता नजदीक आती गई, ताई शहर और भी अधिक जीवंत होता गया। इस दिन ताई शहर के पूर्वी द्वार पर अचानक सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि राहगीरों की भी गति रुक गई। क्या ये मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के सदस्य नहीं हैं? दर्शकों ने ताई शहर के बाहर से पूर्वी द्वार की ओर आ रहे लोगों के समूह को देखा। लोगों का समूह बहुत ही दिखावटी था। लगभग 20 लोग थे और वे अपनी नाक आसमान की ओर करके चल रहे थे। इसके अलावा वे सभी एक सुनहरी रोशनी से घिरे हुए थे। करीब से देखने पर कोई भी देख सकता था कि उनके शरीर पर छाई सुनहरी रोशनी मिलकर एक सुनहरे बुद्ध की आकृति बना रही थी। सुनहरे बुद्ध की आभा भयावह थी, जिससे कई दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। एक भिक्षु समूह का नेतृत्व कर रहा था। भिक्षु लंबा और हट्टा कट्टा था। उसके सिर पर 9 धर्म चिन्ह थे। उसने सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था और उसकी कमर से एक धर्म चाकू और एक मदिरा कंद लटका हुआ था। भिक्षु की सबसे आकर्षक चीज उसका कुरूप और क्रूर चेहरा था। उसके हाव भाव में जरा सा भी बदलाव लाकर वह किसी बच्चे को रुला सकता था। ये स्पष्ट था कि वह स्वर्णिम प्रकाश जिसने लोगों के समूह को ढंक लिया था और एक स्वर्ण बुद्ध का रूप धारण कर लिया था, इसी भिक्षु से आ रहा था। अचानक किसी ने कहा, क्या वह तेजविन स्वर्ण बुद्ध है? ये सुनकर कुछ लोग असमंजस में पड़ गए, लेकिन कुछ लोग डर भी गए और अविश्वास में पड़ गए। पब फ्यूचर एड्स। जी, स्वर्ण बुद्ध, तेजविंद, गोल्डन बुद्ध, तेजविंद मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख हैं, है ना? मुझे लगा था कि उनकी मृत्यु 3000 साल पहले हो गई थी। हाँ, मैंने सुना है कि जब वह 3000 साल पहले बाहर गया था तो उसने एक संप्रदाय विरोधी साधक से युद्ध किया और अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ ही मारा गया। उस समय इस घटना ने बंजर भूमि में काफी समय तक हंगामा मचाया था। तो वह मरा नहीं। तेजविंद 3000 साल पहले से ही एक 7 सितारा दिव्य ड्यूक थे। अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय का एक तीसरा 7 सितारा दिव्य ड्यूक भी है? जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, अधिकाधिक लोगों के चेहरों पर उस कुरूप और भयंकर साधु को देखकर भय के भाव उभरने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये तेजविंद स्वर्ण बुद्ध हैं। मैंने इन्हें 5000 साल पहले दूर से देखा था। ये वही हैं।
एक बूढ़े व्यक्ति ने भिक्षु की पहचान की पुष्टि की। अगर वह स्वर्ण बुद्ध है, भले ही वह अब भी 7 सितारा दिव्य ड्यूक है, तो उसे मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के अन्य 2 7 सितारा दिव्य ड्यूकों से कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। वह उन दोनों को तब भी हरा देता था जब वे दोनों उसके खिलाफ सेना में शामिल हो जाते थे। दर्शकों ने भिक्षु की पहचान का सही अनुमान लगाया था, हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भिक्षु अब 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक बन चुका था। आखिरकार, अगर उन्हें लगता कि मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय में 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक होता, तो वे कब के ताई दिव्य संप्रदाय और 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय पर कब का कब्जा कर चुके होते। स्वर्ण बुद्ध तेजवंत, क्या वह 3000 साल पहले नहीं मरा था? वह अब तक जिंदा कैसे हो सकता है? क्या उसने अपनी मौत का नाटक किया था? बिल्कुल, वरना वह यहाँ ताई शहर में कैसे है? ऐसा लगता है कि मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय बंजर भूमि महाप्रतियोगिता को बहुत गंभीरता से लेता है। अन्यथा स्वर्ण बुद्ध तेजवंत, जो इतने सालों से छिपे हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से यहाँ क्यों आते? मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के सदस्यों के स्वर्ण बुद्ध तेजवंत के नेतृत्व में ताई शहर पहुँचने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। स्वाभाविक रूप से इससे भारी हंगामा मच गया। आखिरकार कई लोगों ने तो मान लिया था कि तेजवंत कई साल पहले ही मर चुके हैं। जब कोई जिसे उन्होंने मरा हुआ मान लिया था अचानक जिंदा और स्वस्थ दिखाई दिया, तो वे कैसे चौंके बिना रह सकते थे। ... ताई शहर के ज्यादातर लोग इस खबर से हैरान थे, लेकिन ताई दिव्य संप्रदायों और 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारी इस बात से हैरान नहीं थे कि तेजवंत जिंदा है। इतना ही नहीं, वे ये भी जानते थे कि वह 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। इसके विपरीत वे इस बात से ज्यादा हैरान थे कि तेजवंत खुद ताई शहर आया था। 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय में तेजवंत, वह सचमुच आया था। क्या हो रहा है? हालांकि यह प्रतियोगिता एक दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी दुनिया से संबंधित है, फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है ना? ... ताई दिव्य संप्रदाय में तेजवंत, क्या वह स्वयं अपने संप्रदाय के सदस्यों को यहाँ लाए हैं? ताई दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक रुद्रसेन एक संचार दिव्य तावीज से यह समाचार सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तेजवंत, आकर्ष ने असमंजस में रुद्रसेन को देखा। संयोग से रुद्रसेन आज आकर्ष को ढूंढने आया था। जब उसे होश आया और उसने आकर्ष को असमंजस में देखते हुए देखा, तो उसने समझाया वह मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय का एक 8 त्रिग्राम सेलेस्टियल ड्यूक है। 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक। आकर्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछना जारी रखा, संरक्षक रुद्रसेन, आपको क्या लगता है कि मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक ने व्यक्तिगत रूप से अपने संप्रदाय के सदस्यों को यहाँ क्यों लाया? क्या बंजर भूमि की भव्य प्रतियोगिता शुरू होने वाली नहीं है? 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के समूह के आगमन के बाद मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय का समूह भी आ गया है। रुद्रसेन रुक गया। उसने आकर्ष के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इससे पहले कि वह बुदबुदाता, किसने सोचा था कि तेजवंत यहाँ समूह का नेतृत्व करेगा? एक 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक यहाँ समूह का नेतृत्व कर रहा है। आकर्ष खुद को चौंकने से नहीं रोक सका। क्या ये संभव है कि मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय को लगता है कि 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक की उपस्थिति से उनके पास उत्कृष्ट शक्तिशाली लोगों की भर्ती करने की अधिक संभावना है? असंभव। रुद्रसेन ने अपना सिर हिलाया। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदाय बहुत पहले ही इस समझौते पर पहुंच चुके थे कि हम बंजर भूमि महाप्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को, जिन्हें हम छोटी दुनिया में भेजेंगे, समान रूप से बांटेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, तो क्या हुआ अगर मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के पास उनके समूह का नेतृत्व करने वाला एक 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक है? क्या आपको लगता है कि हमारे ताई दिव्य संप्रदाय और 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय में कोई 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक नहीं है? इसके अलावा हमारे संप्रदाय के 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक के पास एक राजा स्तर का दिव्य हथियार है। दिव्य हथियार के साथ तेजवंत हमारे कुलगुरु का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। जब वह अपने शब्दों के अंत के करीब पहुंच रहा था, तो उसकी आवाज में तिरस्कार का एक संकेत सुना जा सकता था। जब उसने ताई दिव्य संप्रदाय के 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक के बारे में बात की, जो कुलगुरु भी था, तो उसकी आंखें अत्यधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। आकर्ष ने संदेह से कहा, तो फिर वह व्यक्तिगत रूप से क्यों आएगा? मुझे भी यह अजीब लग रहा है। रुद्रसेन ने भौहें चढ़ाई। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के 8 त्रिग्राम सेलेस्टियल ड्यूक तेजवंत पूर्व संप्रदाय नेता हैं। हालांकि बाहरी दुनिया ने 3000 साल पहले अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि उनकी मृत्यु हो गई है। बंजर भूमि के 3 प्रमुख सेलेस्टियल संप्रदायों के केवल कुछ ही उच्च पदस्थ सदस्यों को इस मामले की सच्चाई पता थी। इस बार खुद को प्रकट करके वह दुनिया को ये बताना चाहता है कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है।
वह जरूर कुछ करने की योजना बना रहा होगा। उसे इस बात का पूरा यकीन था। मैं सहमत हूँ। तेजवंत जरूर कुछ योजना बना रहा होगा ताकि इतने समय बाद वह सामने आ सके। आकर्ष ने सिर हिलाया। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि तेजवंत शायद कुछ योजना बना रहा था जब उसने 3000 साल तक छिपे रहने के बाद अचानक खुद को प्रकट करने का फैसला किया। चाहे जिस कारण से भी तेजवंत ने खुद को प्रकट करने का फैसला किया हो, वह ताई दिव्य संप्रदाय के क्षेत्र में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा। रुद्रसेन स्पष्ट रूप से ताई दिव्य संप्रदाय की ताकत के बारे में बहुत आश्वस्त था। आकर्ष रुद्रसेन के आत्मविश्वास को समझ सकता था। आखिरकार ताई दिव्य संप्रदाय के पास न केवल 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक था, बल्कि एक राजा श्रेणी का दिव्य हथियार भी था, जो बंजर भूमि के अन्य 2 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के पास नहीं था। अचानक रुद्रसेन ने बिजली की गति से अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ पकड़ लिया। इस बीच आकर्ष साफ देख सकता था कि रुद्रसेन के हाथ में एक दिव्य ताबीज धीरे धीरे धूल में बदल रहा था। एक नजर में ही उसे पता चल गया कि यह एक संचार दिव्य ताबीज है। पब फ्यूचर एड्स। रुद्रसेन ने संचार दिव्य ताबीज पढ़ने के बाद तुरंत आकर्ष की ओर देखा और कहा कि मैं अगर आकर्ष, ये संचार दिव्य ताबीज हमारे संप्रदाय के नेता द्वारा भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय की सर्वोच्च बुजुर्ग, क्या ये वही 7 सितारा दिव्य ड्यूक हैं जिन्होंने 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय के सदस्यों को यहाँ तक पहुँचाया था? रुद्रसेन के शब्द सुनकर आकर्ष ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, वही है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उसके अलावा एक और व्यक्ति भी है जो ताई दिव्य संप्रदाय से मिलने आया था। मुझे लगता है कि आप उस व्यक्ति को जानते होंगे। कौन है? आकर्ष ने पूछा। उसे रुद्रसेन का नाम समझ नहीं आया। शर्मिला, रुद्रसेन ने उत्तर दिया। शर्मिला नाम सुनते ही आकर्ष की भौहें तन गईं। वह उस महिला से 2 बार मिल चुका था। पहली बार जब वह उससे मिला था तब वे उड़ते हुए ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य की राजधानी की एक गली में थे। उस समय उसने उसे बताया था कि कैसे करुणामय आकाशीय यात्री संप्रदाय ने मानवी के लिए एक विवाह तय किया था, जिससे वह पेई उपनाम वाले उस रहस्यमय युवक के पास जाकर उस विवाह को रोकने के लिए कहने को मजबूर हुआ। दूसरी बार उड़ते हुए ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य के शाही महल में था। उस समय उसने उसे 1000 मकड़ियों के आकाशीय संप्रदाय में भर्ती करने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की थी। वे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? आकर्ष ने पूछा। उसका मानना था कि शर्मिला को पहले ही पता चल गया होगा कि वह एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ और ताई दिव्य संप्रदाय का प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ है। क्या ये संभव है कि उसने अभी भी उसे भर्ती करने का प्रयास नहीं छोड़ा हो? संप्रदाय के नेता ने संचार दिव्य तावीज में ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम उनसे मिलने को तैयार हो। अगर तुम नहीं हो तो वह तुम्हारी ओर से उन्हें अस्वीकार कर देंगे, रुद्रसेन ने कहा। ठीक है, मैं उनसे मिलूंगा। मुझे ये जानने में भी दिलचस्पी है कि वे मुझसे क्या चाहते हैं, आकर्ष ने कहा। हालांकि वह उनसे न मिलने का विकल्प चुन सकता था, फिर भी वह उत्सुकता से खुद को रोक नहीं पाया। ताई दिव्य संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारी अपने अतिथियों से मिलने के लिए केवल एक ही स्थान पर आते थे। ये स्थान उस मुख्य द्वीप के पास था जहां आकर्ष रहता था। यह एक प्रमुख दिव्य द्वीप पर स्थित था। इस द्वीप पर एक विशाल और सुंदर हवेली दिखाई देती थी। हवेली की साज सज्जा बहुत कम थी और उसमें केवल एक विशाल हॉल था। फिर भी यह उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं लाता था। जब आकर्ष और रुद्रसेन हॉल में दाखिल हुए तो आकर्ष ने तुरंत 3 आकृतियां देखीं। उनमें से एक ताई दिव्य संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख भद्रेश और दूसरी शर्मिला थी। वह तीसरी आकृति से परिचित नहीं थे। उनका रूप रंग साधारण था और उन्होंने सादे कपड़े पहने थे। हालांकि उनका व्यवहार असाधारण था जिससे वे आकर्षक लगती थीं। लोग उन्हें 1-2 नजरें जरूर डालते थे। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसा था जिससे लोग उनके आसपास सहज महसूस करते थे। कुल मिलाकर वे देखने में सुंदर थीं। आकर्ष के लिए तीसरी आकृति की पहचान का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। वह जरूर 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय की दूसरी सर्वोच्च बुजुर्ग सुमित्रा होंगी। इससे पहले उसे पता चला था कि 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय में 2 सर्वोच्च बुजुर्ग थे। वे दोनों 7 सितारा दिव्य ड्यूक थे। अफवाह ये थी कि वर्तमान संप्रदाय का नेता केवल 6 संयोजन दिव्य ड्यूक था। इसका मतलब था कि आम धारणा ये थी कि 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय नेता ताई दिव्य संप्रदाय और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय नेताओं से कमजोर था, जो 7 सितारा दिव्य ड्यूक थे। हालांकि अपनी वर्तमान स्थिति के कारण वह ऐसी जानकारियों से अवगत हो गया था जो बहुत कम लोगों को पता थी। उदाहरण के लिए तेजवंत, स्वर्ण बुद्ध, मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख, जिन्होंने 3000 साल पहले अपनी मृत्यु का नाटक किया था, अब 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक थे।
इसके अलावा उन्हें ये भी पता चला कि 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख, जिन्हें कई लोग 6 संयोजन दिव्य द्यूप मानते थे, ने सफलता प्राप्त की और 7 सितारा दिव्य द्यूप बन गए। और उनके गुरु, सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक, जो शर्मिला के भी गुरु थे, बहुत पहले ही 8 त्रिग्राम दिव्य द्यूप बन चुके थे। जब आकर्ष और रुद्रसेन हॉल में दाखिल हुए तो ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश, 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के अतिथि सुमित्रा से अलग होकर आकर्ष का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान देखी जा सकती थी जब उन्होंने कहा, गुरु आकर्ष। आकर्ष ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और भद्रेश का अभिवादन किया। संप्रदाय नेता। इस बीच शर्मिला, जो 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग सुमित्रा के पीछे खड़ी थी, ने स्वाभाविक रूप से आकर्ष को अंदर आते ही देख लिया था। वह स्तब्ध रह गई जब उसने ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को उनसे दूर जाते और आकर्ष का उत्साहपूर्वक स्वागत करने की पहल करते देखा। कुछ समय के लिए उसे लगा कि वह वास्तव में लंबे समय से दुनिया के मामलों से कट गई थी। बैंगनी वस्त्र पहने वह युवक, जो पहले उड़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य में अज्ञात था, एक सम्मानित अतिथि बन गया था, जिसका बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में से एक ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने भी इतने उत्साह से स्वागत किया। आकर्ष और रुद्रसेन का अभिवादन करने के बाद भद्रेश उन्हें सुमित्रा और शर्मिला के पास ले गए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मास्टर आकर्ष, ये 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग एल्डर सुमित्रा हैं। जहाँ तक इस महिला का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनका परिचय कराने की जरूरत है ना? उन्होंने सिर्फ सुमित्रा का परिचय कराया, शर्मिला का नहीं। हाँ बिल्कुल, भद्रेश को शर्मिला का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आकर्ष जानता था कि वह कौन है। वह उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की राजधानी में जो कबीले की तीसरी कुमारी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख की अंतिम शिष्या और वर्तमान संप्रदाय प्रमुख की छोटी बहन थी। जब आकर्ष प्रकट हुआ तो सुमित्रा ने अपनी दिव्य चेतना से उसकी जांच की और यह पुष्टि की कि वह वास्तव में 100 वर्ष से कम आयु का है। इस खोज से वह स्तब्ध रह गई, हालांकि उसने उसकी उपलब्धियों के बारे में पहले भी सुना था। आखिरकार देखना ही विश्वास करना है। गुरु आकर्ष, मैंने सुना है कि आपकी साधना का आधार गहन है और आप रसायन विद्या में निपुण हैं, हालांकि आपकी आयु 100 वर्ष भी नहीं है। अब आप ताई दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ भी बन गए हैं। आप सचमुच एक असाधारण व्यक्ति हैं। एल्डर सुमित्रा, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, आकर्ष ने शांति से उत्तर दिया। फिर उसने स्पष्ट रूप से पूछा, एल्डर सुमित्रा, क्या कोई कारण है कि आपने मुझसे मिलने के लिए कहा? मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रही हूँ, सुमित्रा ने शर्मिला की ओर देखते हुए कहा। मेरी भतीजी तुमसे मिलना चाहती थी। उसके अनुसार तुम दोनों पुराने परिचित हो। आकर्ष ने शर्मिला की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह की झलक दिख रही थी। शर्मिला उससे क्यों मिलना चाहती थी? क्या वह अब भी उसे 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय में शामिल करने की कोशिश कर रही थी? सच में हम पुराने परिचित हैं। शर्मिला ने आकर्ष की ओर देखा। आकर्ष, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह मानवी से जुड़ा है। क्या हम अकेले में बात करें? मानवी, अगर यह कोई और मामला होता तो आकर्ष को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन चूंकि यह मानवी से जुड़ा था तो वह शर्मिला को कैसे मना कर सकता था? चलो बाहर जाकर बात करते हैं, आकर्ष ने बाहर जाने से पहले शर्मिला से कहा। शर्मिला भी उनके ठीक पीछे थी। इस समय हॉल में केवल भद्रेश, रुद्रसेन और सुमित्रा ही बचे थे। ... हॉल के बाहर मानवी को क्या हुआ? आकर्ष ने शर्मिला की ओर देखते हुए गहरी आवाज में पूछा। हालांकि बाहर से वह शांत दिख रहा था, फिर भी उसकी आंखों की गहराई में चिंता की झलक देखी जा सकती थी। फिलहाल वह ठीक है, शर्मिला ने सिर हिलाया और कहा, मैं इस बार आपके पास मुख्यतः ये बताने आई हूँ कि मैंने आपसे पहले झूठ बोला था जब मैंने आपको बताया था कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय उससे शादी करना चाहता है। वह किसी से शादी नहीं कर रही है। क्या? शर्मिला की बात सुनकर आकर्ष के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसकी आंखों में थोड़ी सी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी और उसने कहा, तो ये सब झूठ था। आकर्ष की नाराजगी का सामना करते हुए शर्मिला ने खुद को संभाला और जवाब दिया, हाँ। तुमने ऐसा क्यों किया? आकर्ष ने उदास भाव से पूछा, क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? उसे उम्मीद नहीं थी कि शर्मिला करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय द्वारा मानवी से जबरदस्ती शादी करने के बारे में झूठ बोलेगा। जब उसने ये सुना तो वह बहुत चिंतित हो गया था। उसने पेई उपनाम वाले युवक से करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय को मानवी से शादी करने से रोकने के लिए मदद भी मांगी थी। अंत में उसे पता चला कि यह सब एक बड़ा झूठ था। आकर्ष को इतना क्रोधित देखकर शर्मिला ने जल्दी से माफी मांगी और खुद को समझाया, माफ करना, मैं बस ये देखना चाहती थी कि मानवी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मैं ये देखना चाहती थी कि आप अपने दिल
मैं उसे कितना महत्व देते हैं। तुम मेरे लिए उसके महत्व या मूल्य के बारे में इतनी परवाह क्यों करते हो? आकर्ष ने ठंडे स्वर में पूछा। मानवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने और तुम्हें बचाने के लिए कहा था जब तुम करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों द्वारा खोजे जा रहे थे। मैंने पहली बार उसे किसी की इतनी परवाह करते देखा है, और वह भी एक पुरुष। स्वाभाविक रूप से मैं जानना चाहती थी कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो। उसने आकर्ष के स्वर में ठंडक को नोटिस नहीं किया और आह भरते हुए बोली, जब मैं तुमसे मिली थी तो मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम सचमुच उससे प्यार करते हो और उसे महत्व देते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए झूठ गढ़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी तीखी प्रतिक्रिया दोगे। तुम तुरंत पलट गए और चले गए। मुझे तुम्हें ये बताने का मौका भी नहीं मिला कि यह सब झूठ था। उसने सचमुच तुमसे कहा था कि तुम मेरा ध्यान रखो और मुझे बचाओ जब करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के शक्तिशाली लोग मेरा पीछा कर रहे थे। हालांकि शर्मिला ने बहुत कुछ कहा, लेकिन इस वाक्य ने आकर्ष का ध्यान खींचा। क्या मानवी उसके बारे में चिंतित थी? जो शुक्यू ने कहा, मुझे आपसे ऐसी किसी बात पर झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या वह ठीक है? ये जानने के बाद कि शर्मिला मानवी की सबसे अच्छी दोस्त थी, आकर्ष शर्मिला के प्रति बहुत विनम्र हो गया। वास्तव में नहीं, शर्मिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुमने उसका कौमार्य छीन लिया। इस वजह से वह कभी भी करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की अगली संप्रदाय प्रमुख नहीं बन पाएगी। उसका लक्ष्य हमेशा करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख बनना रहा है। जब वह छोटी थी तब से उसके गुरु ने उसे करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की भावी संप्रदाय प्रमुख के रूप में प्रशिक्षित किया था। उसके गुरु को अभी भी इस बात का पता नहीं है कि उसने अपना कौमार्य खो दिया है। अगर उसके गुरु को पता चल गया तो उसके गुरु उसके साधना आधार को नष्ट कर देंगे, भले ही उसे मृत्युदंड न दिया जाए। शर्मिला की आवाज गंभीर हो गई जब उसने कहना जारी रखा, हालांकि दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय नेता उसकी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन अगर उसका स्वामी उसे दंडित करने पर जोर देता है तो कोई भी उसके स्वामी को रोक नहीं पाएगा। आकर्ष को ये समझना मुश्किल हो रहा था। एक खूंखार बाघिन भी अपने बच्चों को नहीं खाएगी। उसे बचपन से ही उसके मालिक ने पाला है। उसका मालिक इतना निर्दयी कैसे हो सकता है और उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? तुम उसके गुरु को नहीं जानते। पहले उसके गुरु की एक उत्कृष्ट शिष्या भी थी। उस समय उसके गुरु ने उस शिष्या को करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के भावी संप्रदाय प्रमुख के रूप में प्रशिक्षित भी किया था। हालांकि उस शिष्या को एक पुरुष से प्रेम हो गया और उसने अपना कौमार्य खो दिया। अंततः उसके गुरु ने उसे मार डाला। उस समय संप्रदाय प्रमुख और करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों ने उसके गुरु को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके गुरु ने उस शिष्या को मारने में संकोच नहीं किया जिसे उसने स्वयं पाला और प्रशिक्षित किया था। शर्मिला की आंखों में चिंता के भाव छा गए जब वह बोल रही थी। ये स्पष्ट था कि उसे डर था कि मानवी का भी वही हश्र होगा जो उसके पूर्ववर्ती का हुआ था। आकर्ष ने गहरी आवाज में पूछा, वह अपने गुरु को पता चलने से पहले ही करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय क्यों नहीं छोड़ देती? क्या तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त नहीं हो? तुम उसे 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए कह सकते हो। जाहिर है, मैंने भी इस बारे में सोचा है। हालांकि उसके लिए करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय छोड़ना असंभव है। वह अपने स्वामी के साथ माँ जैसा व्यवहार करती है। पिछली बार जब मैं उससे मिला था तो वह सोच रही थी कि क्या उसे अपने स्वामी के सामने अपनी सारी बातें बता देनी चाहिए। जाने से पहले मैंने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि वह अपने स्वामी से कुछ न कहे। शुक्रिया। आकर्ष ने शर्मिला के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। ये स्पष्ट था कि शर्मिला मानवी की भलाई के बारे में सोच रही थी। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम दोस्त बने थे तब तुम उससे मिले भी नहीं थे। मैंने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, शर्मिला ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि अगर वह अपने गुरु को इसके बारे में नहीं भी बताती है और संप्रदाय का नेता उसे इस मामले को छिपाने में मदद करता है, तब भी कुछ सालों में यह बात सामने आ ही जाएगी। हालांकि वर्तमान संप्रदाय का नेता करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के चयन को कुछ समय के लिए टाल सकता है, लेकिन वह इसे हमेशा के लिए टाल नहीं सकता। शर्मिला के चेहरे पर फिर से गंभीरता छा गई और उसने कहा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जब उसके मालिक को इस बारे में पता चलेगा तो उसके मालिक की क्या प्रतिक्रिया होगी। आखिरकार उसकी बड़ी बहन एक अच्छी मिसाल है कि अगर उसके मालिक को पता चल गया तो क्या होगा। शर्मिला के शब्द सुनकर आकर्ष की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। शर्मिला ने आकर्ष की ओर देखा और आगे कहा, मुझे नहीं लगता था कि तुम उसे करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय से दूर ले जा पाओगे।
हालांकि जब मैं ताइई शहर पहुंचा और मुझे पता चला कि तुम ताइई दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य रसायनज्ञ बन गए हो, तो मुझे आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई दी। मैं देख सकता हूं कि तुम उसकी बहुत परवाह करते हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उसे करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय और उसके अविवेकी गुरु से दूर ले जाओगे। आकर्ष के चेहरे पर उदासी छा गई। शुरुआत में उसे राहत मिली थी जब उसने जाना कि मानवी को करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय द्वारा शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा था और यह शर्मिला द्वारा गढ़ा गया एक झूठ था। हालांकि जब उसे पता चला कि मानवी एक नाजुक स्थिति में है, तो उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। उसे अपने नासमझ गुरु द्वारा मारे जाने का खतरा था। वह मानवी की चिंता कैसे न करे। उसके गुरु ने एक शिष्य को मार डाला था जिसे उसने बचपन से पाला और प्रशिक्षित किया था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह मानवी के साथ भी ऐसा ही करेगी। आकर्ष ने शर्मिला को देखा और पूछा, दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय के संप्रदाय नेता, दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय के अगले संप्रदाय नेता के चयन में कब तक देरी कर सकते हैं? लगभग 8 से 10 साल, शर्मिला ने आह भरते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय अगले संप्रदाय प्रमुख के चयन को एक विशिष्ट समय पर बहुत महत्व देता है। अगर संप्रदाय प्रमुख समय के लिए टाल भी दे, तो भी अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी लंबे समय तक इसके लिए सहमत नहीं होंगे। क्या आप निश्चित हैं कि संप्रदाय का नेता समय के लिए टालने में मदद करेगा? आकर्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। जरूर, शर्मिला ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे कुछ भी बताने से पहले उसने संप्रदाय प्रमुख को तुम्हारे साथ अपना कौमार्य भंग होने की बात बताई थी। संप्रदाय प्रमुख ने करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के अगले संप्रदाय प्रमुख के चयन में देरी शुरू कर दी है। हालांकि वह और संप्रदाय प्रमुख गुरु और शिष्य नहीं है, फिर भी संप्रदाय प्रमुख उसे बेटी की तरह मानते हैं। बिंग र ने मुझे बताया कि वह भी संप्रदाय प्रमुख को मां की तरह मानती है। अगर ऐसा है, तो करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख अपने गुरु को उसे नुकसान पहुंचाने से क्यों नहीं रोक सकती? आकर्ष ने गहरी आवाज में पूछा। उसके विचार से करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख को संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होना चाहिए, इसलिए संप्रदाय प्रमुख के लिए दूसरों को मानवी को नुकसान पहुंचाने से रोकने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। संप्रदाय का नेता कुछ नहीं कर सकता। शर्मिला ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा। बिंगर के गुरु का साधना आधार करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख से कमजोर नहीं है, और यह भी कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय में एक 10 दिशा दिव्य ड्यूक भी है। 10 दिशा दिव्य ड्यूक बिंगर के गुरु के जैविक पिता हैं। इससे आपको बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। 10 दिशा दिव्य ड्यूक। जब शर्मिला ने 10 दिशाओं वाले दिव्य ड्यूक का जिक्र किया, तो आकर्ष से हर उठा। 10 दिशाओं वाला दिव्य ड्यूक सभी दिव्य ड्यूकों में सबसे शक्तिशाली होता है। वह दिव्य राजा से बस एक स्तर दूर होता है। इससे पहले जब आकर्ष ने पीयूष उपनाम वाले युवक से बात की थी, तो उसने सुना था कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय जैसे संप्रदायों में कम से कम एक 10 दिशा दिव्य ड्यूक होता है। ये संप्रदाय बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय में कितने 10 दिशा दिव्य ड्यूक हैं? आकर्ष ने पूछा। केवल एक, शर्मिला ने उत्तर दिया। एक। आकर्ष के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि मानवी का गुरु न सिर्फ इतना शक्तिशाली था, बल्कि उसके गुरु के पिता भी करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय में 10 दिशाओं वाले दिव्य ड्यूक थे। 10 दिशाओं वाले दिव्य ड्यूक करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। चूंकि मानवी का गुरु करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की जैविक पुत्री था, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख भी मानवी को उसके गुरु से बचाने के लिए कुछ खास नहीं कर सकता था। मन में इन विचारों के साथ उसके दिल में संकट की एक प्रबल भावना उठी। आकर्ष। शर्मिला ने आकर्ष की ओर देखा और गंभीरता से कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों को मुख्य दिव्य कीमियागर के रूप में कैसे स्वीकार करवाया। मुझे यकीन है कि आपके पास अपने साधन हैं। इसके साथ मुझे उम्मीद है कि आप बिंग र को उसके स्वामी को उसके कौमार्य भंग होने के बारे में पता चलने से पहले ही ले जा सकेंगे। आकर्ष को देखते हुए उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक देखी जा सकती थी। आकर्ष ने कहा, भले ही आप मुझसे न पूछें, मैं फिर भी यह करूंगा। ये सुनकर मुझे राहत मिली। शर्मिला ने राहत की सांस ली। उसके मन में कुछ कौंधा और फिर उसने कहा, एक और बात है। मैं अपनी छोटी चाची पर दबाव डालकर आज मुझे तुमसे मिलने यहाँ लाने में कामयाब रही, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करूंगी। जब हम बड़े हॉल में लौटेंगे, अगर मेरी छोटी चाची इस बारे में बात करेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें बता दोगे कि मैंने तुम्हें भर्ती करने की कोशिश की है। आकर्ष ने शर्मिला को उत्सुकता से देखा और पूछा, चूंकि आपने अपनी छोटी चाची से ऐसा कहा था, तो आपने मुझे 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश क्यों नहीं की?
अगर मैं कोशिश भी करूं तो क्या तुम मानोगे? शर्मिला ने जवाब में पूछा। आकर्ष के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सचमुच, अगर शर्मिला उसे 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश भी करता तो वह मान नहीं पाता। आखिरकार उसके लिए विचार करने के लिए बहुत सी बातें थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने ताइगी दिव्य संप्रदाय को अपना वचन दिया था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने वचनों से मुकर जाए। थोड़ी देर बाद आकर्ष और शर्मिला आखिरकार हॉल में लौट आए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय की सर्वोच्च बुजुर्ग सुमित्रा की आंखों में उत्साह और उम्मीद भरी नजर देखी। जब उन्होंने शर्मिला को देखा, उन्होंने देखा कि सुमित्रा की नजरों से मिलते ही शर्मिला ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके बाद सुमित्रा की आंखों में निराशा के भाव भी उनकी नजर से नहीं बचे। शर्मिला के सुमित्रा के पास लौटने के बाद सुमित्रा ने ताइगी दिव्य संप्रदाय के तीनों लोगों को विदाई दी। संप्रदाय प्रमुख भद्रेश, संरक्षक रुद्रसेन, गुरु आकर्ष, आप सभी को परेशान करने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर वह मुड़ी और शर्मिला के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। रुद्रसेन ने सुमित्रा को बाहर भेजने के लिए उनका पीछा किया। आकर्ष और भद्रेश, जो हॉल में रह गए थे, थोड़ी देर तक बातें करते रहे। तभी आकर्ष ने अचानक पूछा, संप्रदाय नेता, क्या आप शर्मिला के साथ मेरी बातचीत के बारे में उत्सुक नहीं हैं? भद्रेश ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने आपको 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की थी, है ना? भद्रेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, आकर्ष ने सिर हिलाया, यही मुख्य कारण है। अब फ्यूचर एड्स। इस समय भद्रेश के मन में एक विचार आया और उसने पूछा, मास्टर आकर्ष, वह महिला जिसका जिक्र शर्मिला ने पहले किया था, मानवी? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की प्रतिभाशाली शिष्य है ना? हाँ, आकर्ष को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि भद्रेश मानवी और करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के बारे में जानता था। आखिरकार भद्रेश ताइगी दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख था। हालांकि ताइगी दिव्य संप्रदाय करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के बारे में कुछ बातें थी जो ताइगी दिव्य संप्रदाय को पता थीं। भद्रेश आकर्ष से पूछना चाहता था कि मानवी के साथ उसका क्या संबंध है, क्योंकि वह देख सकता था कि जैसे ही शर्मिला ने मानवी का उल्लेख किया, आकर्ष शर्मिला से बात करने के लिए उत्सुक था। हालांकि इसी समय हॉल के बाहर से एक आवाज गूंजी, संप्रदाय नेता। यह कोई और नहीं बल्कि रुद्रसेन थे। रुद्रसेन की अचानक वापसी ने भद्रेश और आकर्ष को चौंका दिया। जब वे हॉल से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के 2 मेहमानों के जाते ही मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के लोग आ गए थे। आए हुए 3 लोगों में से एक मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के लोगों के समूह का नेता था, जो इस बार ताइगी शहर आया था। वह पूर्व संप्रदाय का नेता और संप्रदाय का एकमात्र 8 त्रिग्राम सेलेस्टियल ड्यूक भी था। वह कोई और नहीं बल्कि तेजवंत था, जिसे व्यापक रूप से स्वर्ण बुद्ध के नाम से जाना जाता है। संरक्षक रुद्रसेन, मेरे साथ सीनियर युनशान का स्वागत करने आइए। भद्रेश को जैसे ही पता चला कि तेजवंत आ गए हैं, वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए तैयार हो गए। वह आकर्ष से पूछना नहीं भूले, मास्टर आकर्ष, क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? चलो उससे मिलते हैं। आकर्ष की आंखों में कुछ चमक आया और उसने सिर हिलाया। मैं मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के 8 त्रिग्राम सेलेस्टियल ड्यूक से मिलना चाहता हूँ। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में से प्रत्येक में एक 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक था। हालांकि मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक के बारे में अफवाह थी कि उनकी मृत्यु 3000 साल से भी पहले हो चुकी है। इस कारण ताइगी शहर में उनके प्रकट होने से स्वाभाविक रूप से हंगामा मच गया। कुछ ही क्षणों में आकर्ष, भद्रेश और रुद्रसेन ने उस प्रमुख दिव्य द्वीप को छोड़ दिया जहां वे थे और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के 8 दिव्य ड्यूक तेजवंत से मिलने के लिए निकल पड़े। ताइगी दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता भद्रेश वरिष्ठ युनशान को सम्मान देते हैं। ताइगी दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक रुद्रसेन वरिष्ठ युनशान को सम्मान देते हैं। जब भद्रेश और रुद्रसेन तेजवंत से मिले तो उन्होंने उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। आखिरकार वे तो सिर्फ 7 सितारा दिव्य ड्यूक थे, जबकि दूसरा व्यक्ति 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक था। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति की वरिष्ठता भी ज्यादा थी। जबकि भद्रेश और रुद्रसेन ने तेजवंत का अभिवादन किया, आकर्ष ने उसका अवलोकन किया। तेजवंत एक गंजा और हट्टा कट्टा भिक्षु था जो सुनहरे वस्त्र पहने हुए था। ज्यादातर दयालु दिखने वाले भिक्षुओं के विपरीत उसका गोल मटोल चेहरा भयंकर लग रहा था। आम लोगों के लिए उसकी नजरों से नजरें मिलाना मुश्किल होता। इसी समय उसने रुद्रसेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप रुद्रसेन हैं? उसी समय आकर्ष ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और तेजवंत का अभिवादन किया। आकर्ष सीनियर तेंग को सम्मान देता है।
आकर्ष का अभिवादन सुनकर तेजवंत ने अपना ध्यान रुद्रसेन से आकर्ष पर केंद्रित कर लिया। आकर्ष को ऐसा लगा जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। उसने देखा कि तेजवंत उसे घूर रहा है। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं, मानो आकर्ष उसका कट्टर दुश्मन हो। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के 8 डायग्राम सेलेस्टियल ड्यूक मुझे इतनी दुश्मनी से क्यों देख रहे हैं? क्या ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है? आकर्ष ने तेजवंत की ठंडी और जानलेवा निगाहें देखकर उलझन में पड़ गया। हालांकि कुछ ही पलों में तेजवंत की ओर से महसूस किया गया जानलेवा इरादा और दबाव गायब हो गया। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। तेजवंत आखिरकार एक 8 डायग्राम सेलेस्टियल ड्यूक था। जब वह सिर्फ एक महान व्यापक स्वर्णिम सेलेस्टियल था, तो वह एक 8 डायग्राम सेलेस्टियल ड्यूक के दबाव और जानलेवा इरादे को कैसे झेल सकता था? उसी समय ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश और ताई दिव्य संप्रदाय के वाम संरक्षक रुद्रसेन ने तेजवंत को आदरपूर्वक झुककर अभिवादन करने के बाद अपनी पीठ सीधी कर ली। वे तेजवंत की आंखों में हत्या के इरादे से अनजान थे जब उसने पहले आकर्ष को देखा था। हालांकि वे तेजवंत के स्वर को थोड़ा ठंडा समझ सकते थे, उन्होंने बस यही मान लिया कि तेजवंत ऐसे ही बोलते होंगे, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर आकर्ष अभी भी तेजवंत की हत्या की मंशा से उलझन में था। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तेजवंत हमारी पहली मुलाकात होने के बावजूद मुझसे इतना दुश्मनी क्यों कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे नाराज किया है। क्या उसने मुझे कोई और समझ लिया है? यद्यपि तेजवंत ने अपनी आंखों में हत्या के इरादे को तुरंत वापस ले लिया था, लेकिन आकर्ष को घुटन महसूस हुई जैसे कि एक विशाल पहाड़ उसकी छाती पर दबा हुआ था जब तेजवंत ने उसे घूरा और दबाव डाला। इस समय तेजवंत के हाव भाव और आंखें सामान्य हो गई थीं। हालांकि मन ही मन उसने सोचा, किंग मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे अस्तित्व के बारे में पहले पता नहीं था, इसलिए मैं एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाया। यह मेरी गलती है। फिर भी मैं तुमसे बदला लेने के लिए आकर्ष, रुद्रसेन और उस उपद्रवी महिला को मारने का वादा करता हूँ। आकर्ष या रुद्रसेन दोनों ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि तारकेश, मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के बुजुर्ग, जिन्हें रुद्रसेन ने मार डाला था, तेजवंत के जैविक पुत्र थे। रुद्रसेन को तेजवंत की दुश्मनी का अंदाजा नहीं था, लेकिन आकर्ष की नजर से यह बात बच नहीं पाए। फिर भी आकर्ष कभी यह अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि तेजवंत और रुद्रसेन के बीच इतनी दुश्मनी की वजह रुद्रसेन द्वारा तारकेश की हत्या ही थी। अगर रुद्रसेन को पता होता कि तारकेश तेजवंत का जैविक पुत्र है, तो वह तारकेश को मारने की हिम्मत कभी नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस बात से अनजान होने के लिए उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? तेजवंत को भी कुछ दिन पहले ही पता चला था कि तारकेश उसका जैविक पुत्र है। लगभग 5000 साल पहले तेजवंत ने मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय में अपनी सेवारत एक दासी के साथ संबंध बनाए थे। जब दासी गर्भवती हुई तो वह उसे यह बात बताने से बहुत डरी। आखिरकार अपने रुतबे के कारण अगर यह पता चलता कि उसकी और एक दासी की नाजायज संतान है, तो तेजवंत बंजर भूमि में मजाक का पात्र बन जाता। इसके अलावा तेजवंत की एक पत्नी थी जो आसानी से ईर्ष्यालु हो जाती थी। अगर उसकी पत्नी को पता होता कि तेजवंत की एक नाजायज संतान है, तो वह चुप नहीं बैठती और इस मामले को यूं ही टालती रहती। इस प्रकार दासी ने मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय छोड़ दिया और चुपके से एक बेटे को जन्म दिया। तारकेश को तेजवंत की प्रतिभा विरासत में मिली थी। बड़े होने पर वह तेजी से प्रसिद्धि की ओर बढ़े और अपनी मां के निर्देशन में मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय में शामिल हो गए। संप्रदाय में एक वरिष्ठ व्यक्ति बनने तक उनका पद बढ़ता रहा। वह संप्रदाय के कई मामलों से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें पता था कि पूर्व संप्रदाय प्रमुख वास्तव में मरा नहीं है और गुप्त रूप से संप्रदाय की रक्षा कर रहा है। हालांकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि संप्रदाय के पुराने पूर्वज और संरक्षक उनके जैविक पिता थे, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक भी। कुछ दिन पहले जब तारकेश की मां को पता चला कि तारकेश की मौत हो गई है, तो वह बहुत निराश हो गई। उसने तेजवंत से संपर्क करने और उसे तारकेश के बारे में बताने की हर संभव कोशिश की। उसने अपनी बातों को सच साबित करने के लिए आत्महत्या कर ली थी। हालांकि मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के पुराने पूर्वज होने के नाते तेजवंत स्वाभाविक रूप से उसकी बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करते। गुप्त रूप से मामले की जांच करने के बाद ही उन्हें पता चला कि तारकेश वास्तव में उनका बेटा था। शुरुआती वर्षों में उन्होंने संप्रदाय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी की बेटी से विवाह किया था। हालांकि उनकी पत्नी उन्हें संतान नहीं दे सकी और उन्हें पुनर्विवाह करने से रोक दिया। इसलिए उनके कोई संतान नहीं हुई। उन्हें संतान प्राप्ति की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी द्वारा पुनर्विवाह करने से रोकने पर कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार इस दुनिया में अभी उनकी लंबी आयु बाकी थी। हालांकि जब उन्हें पता चला कि उनका एक जैविक पुत्र है और उनके बेटे की हत्या कर दी गई है,
तो वे क्रोधित हो गए। तेजवंत ने ताई दिव्य संप्रदाय के 3 लोगों को आखिरी बार देखा और फिर कहा, चलो चलें। वह मुड़ा और अपने साथ आए 2 लोगों के साथ चला गया। आते ही वह चला गया। आकर्ष, भद्रेश और रुद्रसेन ने एक दूसरे को सदमे और भ्रम में देखा जब उन्होंने तेजवंत को अचानक चले जाते देखा। क्या अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसे जाना पड़ा? आखिर वह यहाँ किस लिए आया था? भद्रेश और रुद्रसेन ने आकर्ष की ओर देखने से पहले अपनी उलझन व्यक्त की। भद्रेश ने पूछा, मास्टर आकर्ष, मुझे लगता है कि तेजवंत आपकी वजह से आया था। क्या उसने आपको अभी अभी मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय में शामिल होने के लिए कहने के लिए एक ध्वनि प्रसारण भेजा था? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने उसे मना कर दिया होगा, है ना? उसके विचार से यही कारण रहा होगा कि तेजवंत अचानक आया और चला गया। रुद्रसेन ने आकर्ष को देखा। उसने भद्रेश के समान ही राय साझा की। नहीं, आकर्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमने बिल्कुल भी बातचीत नहीं की। उसने मुझे कोई वॉइस ट्रांसमिशन नहीं भेजा। क्या आपने बिल्कुल भी बातचीत नहीं की? आकर्ष का जवाब सुनकर भद्रेश और रुद्रसेन एक दूसरे को असमंजस में देखने लगे। अगर ऐसा ही था तो तेजवंत के आने का क्या कारण था? क्या वह हमारे कुलपिता से मिलने आया था? रुद्रसेन ने अनुमान लगाया। असंभव। भद्रेश ने सिर हिलाया। अगर वह यहाँ कुलपति से मिलने आया है तो सीधे कुलपति के पास चला गया होगा। 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूब, संचार दिव्य तावीजों के माध्यम से आसानी से संवाद कर सकते हैं। तो फिर वह यहाँ क्यों आया था? हमें देखने, शायद मास्टर आकर्ष से मिलने। रुद्रसेन और भी उलझन में पड़ गया। ये संभव है। आखिरकार एक महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य और एक प्रमुख दिव्य कीमियागर जो 100 वर्ष से कम उम्र का हो, बंजर भूमि में अनसुना है। भद्रेश ने सिर हिलाया। इस समय आकर्ष, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था और उस दिशा को देख रहा था जहां तेजवंत गया था, ने भद्रेश और रुद्रसेन की ओर देखा और फिर पूछा, संप्रदाय नेता संरक्षक रुद्रसेन, मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के 8 त्रिग्राम सेलेस्टियल ड्यूब तेजवंत और संरक्षक रुद्रसेन ने जिस बुजुर्ग को मारा था, तारकेश, उनका उपनाम एक ही है। क्या वे रिश्तेदार हैं? यह विचार उसके मन में इसलिए आया क्योंकि जब तेजवंत पहले मुड़ा था तो उसकी बगल की आकृति आकर्ष को जानी पहचानी लग रही थी। एक पल सोचने के बाद उसने पाया कि तेजवंत की बगल की आकृति मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के बुजुर्ग टेंटिंग से मिलती जुलती थी जिन्हें रुद्रसेन ने मार डाला था। पब फ्यूचर एड्स। मास्टर आकर्ष, आपने ये क्यों पूछा? भद्रेश और रुद्रसेन अचंभित और भ्रमित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आकर्ष ऐसा बेतरतीब सा सवाल क्यों पूछ रहा है। एक ही उपनाम होने के अलावा मुझे लगता है कि उनके बाहरी रूप भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आकर्ष ने ईमानदारी से जवाब दिया। अगर तारकेश और तेजवंत रिश्तेदार थे तो इससे तेजवंत की उसके और रुद्रसेन के प्रति दुश्मनी समझ में आती है। आखिरकार रुद्रसेन ने तारकेश को उसकी वजह से ही मारा था। मास्टर आकर्ष, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। रुद्रसेन ने अपना सिर हिलाया। उनका आपस में कोई रिश्ता होना नामुमकिन है। अगर होता तो मैं उस दिन तारकेश को नहीं मारता। आखिरकार तेजवंत न सिर्फ मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के पुराने पूर्वज हैं, बल्कि वे 8 त्रिग्राम सेलेस्टियल ड्यूब भी हैं। ये सही है। भद्रेश ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर तारकेश और तेजवंत रिश्तेदार होते तो हमें पता चल जाता। अगर तारकेश वाकई तेजवंत से रिश्तेदार होता तो तेजवंत बस एक नजर देखने के बाद चला नहीं जाता। वह जरूर इस मामले को आगे बढ़ाता। वह अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए बदनाम है। तो शायद ये इत्तेफाक हो। आकर्ष ने सिर हिलाया। उसे लगा कि भद्रेश और रुद्रसेन की बातें सही थीं। इस बीच ताई दिव्य संप्रदाय की संपत्ति के बाहर, पुराने पूर्वज संप्रदाय की ओर से आपकी सहनशीलता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेजवंत के पीछे आए 2 लोगों ने झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। ये स्पष्ट था कि वे सच्चाई के कुछ अंश जानते थे। तेजवंत ने शांति से उत्तर दिया, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय का सदस्य हूँ। इसके अलावा मैं पूर्व संप्रदाय का नेता हूँ। हालांकि मैं अपने बेटे का बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी संप्रदाय को खतरे में नहीं डालूंगा और बदला लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करूंगा। पुराने पूर्वज, निश्चिंत रहो। जब हमारी योजनाएं सफल होंगी तो तुम आकर्ष और रुद्रसेन को मार डालोगे। उन दोनों में से एक ने तेजवंत से वादा किया। मैं केवल उन्हीं को नहीं मारना चाहता, मैं उस सफेद कपड़े पहने जलपरी को भी मारना चाहता हूँ जो इस घटना का कारण है। तेजवंत ने कहा, जैसे ही उसकी आंखों में हत्या का इरादा गहरा हुआ। स्वाभाविक रूप से आकर्ष तेजवंत की सहनशीलता से अनभिज्ञ था। तेजवंत के आगमन के बाद उसने बंजर भूमि महाप्रतियोगिता की शुरुआत से पहले गोलियों को परिष्कृत करने में समय बिताया।
उसने न केवल ताई दिव्य संप्रदाय के लिए रुद्रसेन द्वारा दी गई औषधीय सामग्री का उपयोग करके ओवरकिंग हेवन गोलियों को परिष्कृत किया, बल्कि ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों के साथ कीमिया के बारे में लंबी चर्चा भी की। उनकी चर्चा के बाद उसे अपनी कई पिछली कमियों का पता चला और 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की सलाह से उसकी कीमिया कला में निरंतर सुधार हुआ। मास्टर आकर्ष, कीमिया में आपकी प्रतिभा दुनिया के किसी दुर्लभ रत्न के समान है। शुरुआत में आकर्ष की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रगति देखकर ताई दिव्य संप्रदाय के तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागर चौंक गए। हालांकि समय बीतने के साथ उन्हें इसकी आदत हो गई। आकर्ष के साथ बातचीत के दौरान ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ धीरे धीरे आकर्ष को जानने लगे। उन्होंने पाया कि वह न केवल विनम्र था बल्कि एक कृतज्ञ भी था। इसलिए जब वे उसे सलाह देते तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वह सब कुछ सिखा देते जो वे जानते थे। समय बीतने के साथ अंततः बंजर भूमि महाप्रतियोगिता का दिन आ गया। हालांकि आकर्ष, जो पूरी तरह से कीमिया में डूबा हुआ था, बंजर भूमि महाप्रतियोगिता में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय वह ताई दिव्य संप्रदाय में ही रहा और ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों के साथ कीमिया पर चर्चा की। वह कुशल हो गया और केवल एक उदाहरण से ही सीख सकता था। ये कहना होगा कि उसकी तीव्र प्रगति का एक कारण सांसारिक क्षेत्र में पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की स्मृतियां भी थीं। शुरुआत में ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों ने आकर्ष को अपना कनिष्ठ माना और उसका मार्गदर्शन किया। उन्हें लगा कि आकर्ष के साथ अच्छे संबंध बनाने से उन्हें भविष्य में लाभ होगा। हालांकि बाद में उनके साथ चर्चा के दौरान उन्हें पता चला कि उन्होंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। उनकी रसायन विद्या में भी कमोबेश सुधार हुआ था। इससे उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। ... इस दिन ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों में से 2, सुनील और योगेंद्र, आसपास नहीं थे। केवल सुदर्शन ही आसपास थे। आकर्ष, जो सुदर्शन के निवास में थे, सुदर्शन के निवास में 3 लोगों के साथ औषधि दाव पर चर्चा करने के बाद जाने वाले थे। मास्टर आकर्ष, सुदर्शन ने पुकारा जैसे ही आकर्ष जाने वाला था। आकर्ष वहीं रुक गया और हैरान भाव से सुदर्शन को देखने लगा। मास्टर सुदर्शन, क्या बात है? उसने देखा कि सुदर्शन के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे। मास्टर आकर्ष, बंजर भूमि की भव्य प्रतियोगिता जल्द ही समाप्त होने वाली है। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदाय प्रतियोगिता से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं ताकि वे उम्मीदवारों को प्रतियोगिता के बाद दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी दुनिया में भेज सकें, है ना? हाँ, आकर्ष ने सिर हिलाया। सुदर्शन ने बोलना जारी रखा, मास्टर आकर्ष, आपकी उम्र 100 साल से भी कम है और आप एक महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य हैं। मुझे यकीन है कि संप्रदाय का नेता आपको संप्रदाय की ओर से एक दिव्य राजा द्वारा छोड़े गए खजानों की तलाश के लिए लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए जरूर कहेगा। वह एक पल के लिए रुका और आखिरकार बोला, मास्टर आकर्ष, मेरी तरफ से एक सलाह, अगर संप्रदाय का नेता आपको जाने के लिए कहे तो आपको मना कर देना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। हालांकि एक कहावत है कि धन जोखिम के साथ आता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, जो लोग लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करते थे वे वहां की संरचनाओं द्वारा प्रवेश करते ही मारे जाते थे या प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही मर जाते थे। उस जगह में प्रवेश करने के बाद कोई भी जीवित नहीं बचा। सुदर्शन की अभिव्यक्ति गंभीर बनी रही जब उन्होंने कहा, जब तक आप मना करते रहेंगे मास्टर आकर्ष, मुझे विश्वास है कि संप्रदाय का नेता आपको छोटी दुनिया में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जहां तक मुझे पता है, केवल 100 वर्ष से कम उम्र के लोग ही लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश कर सकते हैं। अब तक लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक इंडिगो सन सेलेस्टियल था, है ना? आकर्ष ने पूछा। हाँ, सुदर्शन ने सिर हिलाया। हालांकि बैंगनी सूर्य स्वर्ण आकाशीय जीव बच नहीं पाए। हमें नहीं पता कि महान व्यापक स्वर्ण आकाशीय जीव वहां जीवित रहने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होंगे या नहीं। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मास्टर सुदर्शन को चिंता है कि मैं छोटी दुनिया में प्रवेश करूंगा और वहां मर जाऊंगा? मास्टर आकर्ष, आप पहले व्यक्ति हैं जिनसे मैं कीमिया में इतनी महान प्रतिभा के साथ मिला हूं। आप एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मैं सचमुच नहीं चाहता कि आप अपनी जान जोखिम में डालकर छोटी दुनिया में प्रवेश करें। हाँ, आपको छोटी दुनिया में खजाना मिल सकता है, लेकिन इसके साथ आपकी जान जाने का जोखिम भी है, सुदर्शन ने गंभीरता से कहा, और कीमिया में आपके कौशल के साथ आपका भविष्य असीम है, मास्टर आकर्ष। जैसे जैसे आप और अधिक कुशल होते जाएंगे, आपको दिव्य राजाओं, दिव्य प्रभुओं और यहाँ तक कि दिव्य सम्राटों से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके विपरीत एक दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी दुनिया कुछ भी नहीं है। ये स्पष्ट था कि सुदर्शन नहीं चाहते थे कि आकर्ष छोटी दुनिया में प्रवेश करे। आकर्ष के दिल में एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। वह देख सकता था कि सुदर्शन उसकी भलाई के बारे में सचमुच चिंतित था।
उसने आश्वस्त करते हुए कहा, मास्टर सुदर्शन, चिंता मत करो, मुझे ये सब पता है, यह अच्छी बात है। आकर्ष की बातें सुनकर सुदर्शन ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि आकर्ष को कोई नुकसान पहुंचे। उसका कारण साफ था, वह नहीं चाहता था कि आकर्ष जैसी प्रतिभा एक दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी सी दुनिया में व्यर्थ मर जाए। सुदर्शन को विदाई देने के बाद आकर्ष वहां से चला गया और ताइई दिव्य संप्रदाय के 9 प्रमुख दिव्य द्वीपों में से एक पर लौट आया, जहां उसका निवास था, जिसे रुद्रसेन द्वारा व्यवस्थित किया गया था। चारवी लंबे समय से बंद कमरे में साधना कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे कोई सफलता मिली है। आकर्ष ने चमकती आंखों से चारवी के कमरे की ओर देखा। वर्तमान में चारवी एक पृथ्वी स्तरीय सर्वोच्च दिव्या थी। हालांकि उसने अपनी स्वाभाविक दिव्या विधियों और दिव्य क्षमताओं में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी, फिर भी पृथ्वी स्तरीय सर्वोच्च दिव्या बहुत कम थी जो उसकी बराबरी कर सकें। कहने की जरूरत नहीं कि अगर वह अपनी दिव्या विधियों और दिव्य क्षमताओं में और महारत हासिल कर लेती तो उसकी शक्ति में काफी वृद्धि होती। उस समय उसके लिए उन दिव्याओं को हराना मुश्किल नहीं होता जिनका साधना आधार ऊंचा होता। अगर चारवी फिर से आगे निकल जाती है तो वह स्वर्ग श्रेणी की सर्वोच्च दिव्य शक्ति बन जाएगी। भले ही उसने अपनी दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं में पूरी तरह से महारत हासिल न की हो, फिर भी उसकी शक्ति ही उसे अधिकांश स्वर्ग श्रेणी की सर्वोच्च दिव्य शक्तियों से श्रेष्ठ बनाने के लिए पर्याप्त है। आकर्ष ये सोचकर उत्साहित हो गया। वह चारवी के आगे बढ़ने और स्वर्ग श्रेणी की सर्वोच्च दिव्य शक्ति बनने का इंतजार कर रहा था। वह मन ही मन सोचता रहा, इसके अलावा चारवी अभी केवल एक किशोरी है। ये स्वाभाविक है कि उसने अपनी दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं में पूर्णता तक महारत हासिल नहीं की है। अगले 1 दशक में वह उनमें पूरी तरह से महारत हासिल कर लेगी। उस समय उसकी शक्ति उसके समकक्षों से कहीं अधिक होगी। वास्तव में वह उच्च साधना आधार वाले लोगों को भी हरा सकती है। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि भविष्य में वह कितनी शक्तिशाली होगी। 2 दिनों में बंजर भूमि की महाप्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदाय दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी दुनिया में लोगों को भेजेंगे। उस समय मैं चारवी के साथ छोटी दुनिया में प्रवेश करूंगा। अगर आकर्ष को पीयूष उपनाम वाले रहस्यमय युवक से मुलाकात नहीं होती तो वह अपनी जान जोखिम में डालकर छोटी दुनिया में प्रवेश नहीं करता। वह चारवी को भी छोटी दुनिया में प्रवेश नहीं करने देता, जबकि वह एक शक्तिशाली सर्वव्यापी स्वर्गीय सर्वोच्च दिव्य शक्ति थी। हालांकि पीयूष उपनाम वाले युवक से मिलने और छोटी दुनिया के बारे में जानने के बाद वह उस जगह में प्रवेश करने को लेकर और भी आश्वस्त हो गया। बहरहाल उसने पीयूष उपनाम वाले युवक को छोटी दुनिया में प्रवेश करने का वचन दे दिया था ताकि वह शाही श्रेणी के दिव्य अस्त्र की खोज में उसकी मदद कर सके। इसलिए बंजर भूमि महाप्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वह चारवी के साथ उस जगह में प्रवेश करेगा। अब फ्यूचर एड्स। आकर्ष के चेहरे पर गंभीरता छा गई जब उसे पीयूष उपनाम वाले युवक के शब्द याद आए। भाई पीयूष के अनुसार केवल वे ही जो सर्वोच्च स्वर्गीय दिव्य या उससे अधिक शक्तिशाली हैं, इस छोटी दुनिया में जीवित रह पाएंगे। पीले रंग का सर्वोच्च स्वर्गीय दिव्य केवल अपनी रक्षा कर सकता है, जबकि गहरे रंग का सर्वोच्च स्वर्गीय दिव्य स्वयं और एक अन्य व्यक्ति की रक्षा कर सकता है। समय आने पर मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस छोटी सी दुनिया में जाने से रोकने की कोशिश करनी होगी। आकर्ष को नहीं लगता था कि वह कोई खास दयालु इंसान है। हालांकि वह चुपचाप लोगों के एक समूह को मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता था। मुझे जल्दी से कोई रास्ता निकालना होगा। समय निकला जा रहा है। ... अगले कुछ दिनों में जब आकर्ष ने गोलियों को परिष्कृत किया और साधना की, तो वह लोगों को छोटी दुनिया में प्रवेश करने से रोकने का तरीका सोचना नहीं भूला। जिस दिन वेस्टलैंड ग्रैंड कॉन्टेस्ट समाप्त हुआ, उसके मन में एक विचार आया। हालांकि वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि यह कितना प्रभावी होगा। बस अगर मैं ऐसा करूं तो हताहतों की संख्या कम कर सकता हूं। ... बंजर भूमि महाप्रतियोगिता समाप्त होने के बाद ताइगी दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश, जो प्रतियोगिता देखने गए थे, संप्रदाय में लौट आए। चूंकि बंजर भूमि महाप्रतियोगिता ताइगी शहर में आयोजित की गई थी, जो ताइगी दिव्य संप्रदाय के नियंत्रण में था, इसलिए संप्रदाय प्रमुख होने के नाते भद्रेश को स्वाभाविक रूप से अपना चेहरा दिखाना पड़ा और 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के मेहमानों का मनोरंजन करना पड़ा। भद्रेश के लौटते ही आकर्ष भद्रेश को ढूंढने चला गया। संप्रदाय नेता: मास्टर आकर्ष, क्या बात है? अगर कोई आपात स्थिति हो तो आप मेरा इंतजार करने के बजाय किसी से मुझे संदेश भेजने के लिए कह सकते हैं। यह कोई जरूरी बात नहीं है। आकर्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ क्योंकि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? भद्रेश ने चेहरे पर सौम्य भाव के साथ पूछा, मानो वह आकर्ष के प्रश्न का बिना किसी संकोच के उत्तर देगा।
पहले जब बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों ने लोगों को छोटी दुनिया में भेजा था, तो नील सूर्य स्वर्ण दिव्य प्राणी मरने से पहले वहां कितने समय तक रहे थे? आकर्ष ने स्पष्ट रूप से पूछा। वह एक बात की पुष्टि करना चाहता था। वह जानना चाहता था कि छोटी दुनिया में प्रवेश करते ही उसे कोई खतरा होगा या नहीं। अगर खतरा पहले वाला होता तो उसका सोचा हुआ विचार काम नहीं करता। जो व्यक्ति वहां सबसे लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहा, वह 10 दिनों तक जीवित रहा। जिस दिन वह अंदर गया था, उस दिन से लेकर जिस दिन उसका सोल पल टूटा, ठीक 10 दिन बीत चुके थे। इसके अलावा वह 100 साल से कम उम्र के सबसे मजबूत इंडिगो सन गोल्डन सेलेस्टियल्स में से एक था, जो लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश किया था। भद्रेश ने तुरंत जवाब दिया, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि आकर्ष अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछेगा। इंडिगो सन गोल्डन सेलेस्टियल्स में सबसे कमजोर वहां 8 दिनों तक टिक गया। जो उससे कमजोर थे, उनमें से कोई भी 8 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह पाया। स्पष्ट रूप से, व्यक्ति जितना मजबूत होगा, वह उतने ही लंबे समय तक वहां जीवित रहेगा। आकर्ष ने भौहें चढ़ाई। ये तो सिर्फ एक सिद्धांत है ना? भद्रेश ने सिर हिलाया। आकर्ष ने पूछा, ऐसी स्थिति में जब 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के लिए लोगों को छोटी दुनिया में भेजने का समय आएगा, तो क्या हम पहले उस जगह का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक संप्रदाय से 1 या 2 लोगों को वहां भेज सकते हैं? अगर वे लोग मर जाते हैं, तो उन लोगों को, जिनकी ताकत उनके जैसी है या कमजोर है, उस जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, है ना? आकर्ष ने आगे कहा, वे सभी लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं। अगर वे सभी मर गए तो बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के लिए यह बहुत बड़ी क्षति होगी। ये सच है। भद्रेश ने फिर सिर हिलाया। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों ने बंजर भूमि महाप्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही इस बारे में सोच लिया था। जब सही समय आएगा, तो हम सबसे पहले उस जगह की टोर लेने के लिए शक्तिशाली बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्यों को भेजेंगे। अगर वे उस जगह में प्रवेश करते ही मर जाते हैं, तो अन्य बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्यों के प्रवेश की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह हम अपने संप्रदायों के लिए कुछ प्रतिभाशाली नए रक्त भी छोड़ जाएंगे। भद्रेश ने आगे कहा, अगर बैंगनी सूर्य वाले स्वर्णिम दिव्य प्राणी मर जाते हैं, तो हमारे पास 100 साल से कम उम्र के महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य प्राणियों को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि 100 साल से कम उम्र के कुछ ही महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य प्राणी हैं, इसलिए हम उन सभी को एक साथ भेज देंगे। उसने अपना सिर हिलाया। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि युवा महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य प्राणी बिना किसी नुकसान के छोटी दुनिया का पता लगा पाएंगे। अन्यथा न केवल हम बंजर भूमि में प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह को खो देंगे, बल्कि बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के पास एक दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी दुनिया का पता लगाने का कोई साधन नहीं होगा। आखिरकार दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी दुनिया में प्रवेश करने की एक आयु सीमा थी। केवल 100 वर्ष से कम आयु के लोग ही उस स्थान में प्रवेश कर सकते थे। इस नियम ने बंजर भूमि के कई शक्तिशाली शक्तियों को उस स्थान में प्रवेश करने से रोक दिया था। 100 वर्ष से कम आयु के शक्तिशाली शक्तियों की कमी के कारण बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदाय छोटी दुनिया की खोज कैसे कर पाते? सटीक रूप से कहें तो वे छोटी दुनिया के खजाने पर कैसे अपना हाथ रखते? इस बात की बहुत संभावना थी कि छोटी दुनिया में किसी दिव्य राजा द्वारा छोड़े गए राजा स्तर के दिव्य हथियार और कई अन्य बहुमूल्य खजाने हों। इस बार बंजर भूमि महाप्रतियोगिता में 100 वर्ष से कम आयु के कितने महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्यों ने भाग लिया? आकर्ष ने पूछा। चूंकि प्रतियोगिता अभी अभी समाप्त हुई थी, इसलिए उसे प्रतियोगिता के परिणामों के बारे में पूछताछ करने का अवसर नहीं मिला था। जब भद्रेश ने बताया कि इस बार 100 वर्ष से कम आयु के महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्यों ने भाग लिया है, तो वह उत्सुकता से भर गया। उनमें से 6 हैं। वे बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में बराबर बराबर बटे हुए हैं। उनमें से 2 ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल हो गए, भद्रेश ने कहा। 6। आकर्ष को आखिरकार समझ आ गया कि भद्रेश ने क्यों कहा था कि उन्हें सभी युवा महान व्यापक स्वर्णिम दिव्यों को एक साथ भेजना होगा। वे केवल 6 थे। इसके अलावा उन्हें एक एक करके भेजना नासमझी थी। संप्रदाय के नेता 3 प्रमुख दिव्य संप्रदाय युवा शक्तियों को छोटी दुनिया में कब भेजने की योजना बना रहे हैं? क्या कोई निश्चित तिथि तय हो गई है? आकर्ष ने पूछा। तारीख तो बंजर भूमि महाप्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही तय हो चुकी है। भद्रेश ने सिर हिलाया। ये तारीख बंजर भूमि महाप्रतियोगिता के खत्म होने के 1 महीने बाद तय की गई है। उस समय संप्रदाय के नेता खुद टीम को लिटिल वर्ल्ड ले जाएंगे और युवा दिग्गजों को वहां भेजेंगे। अचानक भद्रेश की आंखें चमक उठी और उसके मन में एक विचार आया। मास्टर आकर्ष, आप इस मामले में रुचि रखते हैं। क्या आप भी छोटी दुनिया में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं? स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद थी कि आकर्ष छोटी दुनिया में प्रवेश करेगा। आखिरकार आकर्ष भी 100 वर्ष से कम उम्र का एक महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य था।
यदि आकर्ष ने छोटी दुनिया में प्रवेश करने का फैसला किया तो ताई दिव्य संप्रदाय के पास उस स्थान में प्रवेश करने के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने वाले 3 महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य होंगे। ये निश्चित रूप से ताई दिव्य संप्रदाय के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि अगर आकर्ष अनिच्छुक हो तो उसका आकर्ष को उस स्थान में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने का इरादा नहीं था। हाँ, आकर्ष ने सिर हिलाया। काफी सोच विचार के बाद मैंने भी इस मस्ती में शामिल होने और एक दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी सी दुनिया में प्रवेश करने का फैसला किया। भद्रेश मुस्कुराया। मास्टर आकर्ष, अपनी ताकत से आप छोटी दुनिया में कुछ न कुछ जरूर हासिल करेंगे। अब तक उसे नहीं लगता था कि महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्यात्माओं के लिए छोटी दुनिया में प्रवेश करना कोई खतरा है। उसके विचार से चूंकि उस जगह में प्रवेश करने के लिए आयु सीमा थी, इसलिए उस जगह पर जीवित रहने के लिए आवश्यक शक्ति बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 वर्ष से कम उम्र का एक महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्यात्मा बंजर भूमि में अत्यंत दुर्लभ था और उसे एक महान प्रतिभा माना जाता था। अगर महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्यात्माएं भी छोटी दुनिया में मर गईं, तो कोई भी उस जगह जीवित नहीं बच पाएगा। इसका मतलब था कि छोटी दुनिया एक दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई एक चाल मात्र थी। यह एक अनसुलझी पहेली की तरह होगी। हालांकि भद्रेश और ज्यादातर लोगों को लगा कि छोटी दुनिया का महज एक छलावा होना नामुमकिन है। आखिरकार एक दिव्य राजा को छोटी दुनिया बनाने में बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है। एक दिव्य राजा सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए जानबूझकर छोटी दुनिया क्यों बनाएगा? इसलिए भद्रेश को लगा कि छोटी दुनिया महान व्यापक स्वर्णिम दिव्यों के लिए कोई खतरा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह उन बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्यों के लिए थोड़ा ज्यादा खतरनाक था। ... आकर्ष के लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करने के इरादे की खबर ताई सेलेस्टियल संप्रदाय के 3 प्रमुख सेलेस्टियल कीमियागरों तक तुरंत फैल गई। वे तीनों बेचैन हो गए और बारी बारी से आकर्ष को उस जगह में प्रवेश करने से रोकने लगे। मास्टर आकर्ष, आपको उस जगह में घुसकर अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है, सुदर्शन ने विनती करते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष उनके बीच हुई बातचीत के बाद लिटिल वर्ल्ड में घुसने की जिद करेगा। मास्टर आकर्ष, सुनील ने आकर्ष को गंभीरता से देखा और दृढ़ता से कहा, मास्टर सुदर्शन सही कह रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर छोटी दुनिया में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कीमिया में अपने कौशल के साथ जब तक आप एक सर्वोच्च दिव्य अग्नि का सामना करने और उसे वश में करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, आपके लिए 10,000 वर्षों के बाद एक सर्वोच्च दिव्य कीमियागर बनना असंभव नहीं है। उस समय हर कोई आपको सभी शाही श्रेणी के दिव्य हथियार देने के लिए हाथ पांव मार रहा होगा। राजा श्रेणी के दिव्य हथियारों की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनकी राय में राजा श्रेणी के हथियार छोटी दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण थे। सुनील ने योगेंद्र पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली, जिसके बाद योगेंद्र ने कहा, मास्टर आकर्ष, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मास्टर सुदर्शन और मास्टर सुनील ने कहा था। आपको ऐसे जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की बातें सुनकर आकर्ष ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि आप में से 3 के इरादे अच्छे हैं। हालांकि मैंने इस मामले के बारे में पहले ही अपना मन बना लिया है। आकर्ष का दृढ़ निश्चय देखकर सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र ने एक दूसरे को देखा। वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए एक दौर की बातचीत के बाद उन्होंने आकर्ष को अलविदा कहा। वे भद्रेश की तलाश में थे, इस उम्मीद में कि भद्रेश आकर्ष को छोटी दुनिया में जाने से रोक पाएगी। अब फ्यूचर एड्स 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों के संयुक्त दबाव में भद्रेश के पास आकर्ष को खोजने और उसे लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करने से रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि उसकी राय थी कि लिटिल वर्ल्ड महान व्यापक स्वर्णिम सेलेस्टियल्स के लिए कोई खतरा नहीं है। 3 लोगों द्वारा मजबूर किए गए भद्रेश ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मास्टर आकर्ष, मुझे लगता है तीनों कीमियागरों ने जो कहा वह सही है। आप कीमिया में बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आप लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश नहीं भी करते हैं तो भी आपके भविष्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि आकर्ष बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। असहाय महसूस करते हुए सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र ने अपने आक्रामक और रक्षात्मक ड्यूक रेड दिव्य हथियारों के संग्रह में से कुछ निकाले ताकि आकर्ष उनमें से कुछ चुन सके। अब वे केवल आकर्ष की लिटिल वर्ल्ड में खुद को बचाने की क्षमता बढ़ा सकते थे। मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ। हालांकि संप्रदाय के नेता ने मुझे बताया कि ताई दिव्य संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले महान व्यापक स्वर्ण दिव्यों को छोटी दुनिया में प्रवेश करने से पहले 2 ड्यूक श्रेणी के दिव्य हथियार दिए जाएंगे। हालांकि आकर्ष उनकी दयालुता से प्रभावित हुआ, फिर भी उसने उन्हें मना कर दिया। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में से एक ताई दिव्य संप्रदाय के पास कई ड्यूक श्रेणी के दिव्य हथियार थे। इसके अलावा ताई दिव्य संप्रदाय बंजर भूमि का एकमात्र ऐसा संप्रदाय भी था जिसके पास राजा श्रेणी का दिव्य हथियार था। आकर्ष को दूसरों पर एहसान जताना पसंद नहीं था, अगर मुमकिन होता।
एहसान दुनिया में चुकाने के लिए सबसे मुश्किल कर्ज होते हैं। अगर वह सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र से ड्यूक ग्रेड दिव्य हथियार स्वीकार कर लेता तो उसे लगता कि वह उनका एहसानमंद है। भले ही सुदर्शन और बाकी दोनों ने उसके एहसान चुकाने के बारे में न सोचा हो, फिर भी वह ड्यूक ग्रेड दिव्य हथियार स्वीकार नहीं करता। इसके विपरीत उससे ताईयी दिव्य संप्रदाय द्वारा दिए गए ड्यूक ग्रेड दिव्य हथियार स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। आखिरकार ताईयी दिव्य संप्रदाय उसे ड्यूक ग्रेड दिव्य हथियार इसलिए दे रहा था ताकि उसके बचने की संभावना बेहतर हो और वह छोटी दुनिया में खजाने की तलाश में संप्रदाय की मदद कर सके। यह एक स्पष्ट लेन देन था, एहसान का कर्ज नहीं। लघु विश्व में प्रवेश करने में अभी 1 महीना बाकी है। मैं गोलियों का शोधन बंद कर दूंगा और अभी से साधना पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मुझे बस यही उम्मीद है कि इस दौरान मैं अपनी साधना का आधार और बेहतर बना सकूंगा। हालांकि आकर्ष हाल ही में कीमिया और गोलियों के शोधन पर केंद्रित था, फिर भी वह अपनी साधना को नहीं भूला। फिलहाल वह पृथ्वी श्रेणी का महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य बनने से बस आधा कदम दूर था। अगले महीने उसे उम्मीद थी कि वह इस बाधा को पार कर लेगा और लघु विश्व में प्रवेश करने से पहले पृथ्वी श्रेणी का महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य बन जाएगा। मेरी साधना में सहायता के लिए मेरे पास महान सर्वव्यापी गोलियों का अनंत भंडार है। इसके अलावा ताईयी दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य द्वीपों में एक बेहतरीन साधना वातावरण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्यों को मेरी साधना गति चौंका देगी। आकर्ष ने सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र को विदा देकर अपने निवास की ओर लौटते हुए मन ही मन सोचा। इसके अलावा मेरे पास 99 दिव्य शिराएं हैं जो मेरी साधना गति को भी बढ़ाती हैं। अगर मैं अपनी दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं से 1 महीने में सफलतापूर्वक पृथ्वी श्रेणी का महान सर्वव्यापी स्वर्ण दिव्य बन जाऊं, तो मेरी शक्ति एक पीले श्रेणी के सर्वव्यापी स्वर्गीय सर्वोच्च दिव्य के बराबर होनी चाहिए, है ना? अगर ऐसा है तो मैं 4वीं की मदद के बिना ही छोटी दुनिया में अपनी रक्षा कर सकूंगा। ये सोचकर आकर्ष उत्साहित हो गया। वह पृथ्वी श्रेणी का महान सर्वव्यापी स्वर्ण दिव्य बनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। अपने निवास पर लौटने के बाद आकर्ष बंद दरवाजे की साधना में चला गया तथा उसने पृथ्वी स्तर का महान सर्वव्यापी स्वर्णिम आकाशीय बनने पर ध्यान केंद्रित किया। ... आकर्ष साधना करते हुए चुपचाप समय बीतता गया। इस दौरान मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय और थाउजेंड स्पाइडर सेलेस्टियल संप्रदाय के लोग, जो बंजर भूमि ग्रैंड प्रतियोगिता के लिए ताईयी शहर आए थे, अपने नव भर्ती प्रतिभागियों के साथ ताईयी शहर छोड़कर अपने अपने संप्रदाय में लौट गए। ... पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया और बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों द्वारा अपने लोगों को छोटी दुनिया में भेजने के लिए तय की गई तारीख आखिरकार आ गई। एक दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी सी दुनिया बंजर भूमि और 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के केंद्र में स्थित थी। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों की संपत्तियां उसे एक त्रिभुजाकार आकृति में घेरे हुए थीं। इस समय ताईयी दिव्य संप्रदाय की जागीर से लोगों का एक बड़ा समूह निकल पड़ा। इस समूह का नेतृत्व ताईयी दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश कर रहे थे। ताईयी दिव्य संप्रदाय के पूर्व वामपंथी संरक्षक रुद्रसेन भी इस समूह का हिस्सा थे। आधे महीने पहले उन्हें पदोन्नत किया गया और वे ताईयी दिव्य संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग बन गए। इसका मतलब था कि अब ताईयी दिव्य संप्रदाय में 2 सर्वोच्च बुजुर्ग हो गए थे। आकर्ष स्वाभाविक रूप से ताईयी दिव्य संप्रदाय के लोगों के समूह में से एक था। हमेशा की तरह उसने बैंगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था। ताईयी दिव्य संप्रदाय से निकलते समय आकर्ष के बगल से एक बेहद खूबसूरत महिला गुजरी। वह उसके बिल्कुल पास ही रही, जिससे वे दोनों एक जोड़े जैसे लग रहे थे। वह महिला कोई और नहीं बल्कि 4वीं थी, जो कुछ दिन पहले ही बंद कमरे में साधना से बाहर आई थी। ताईयी दिव्य संप्रदाय के लोगों का समूह, जिसमें बुजुर्ग और शिष्य शामिल थे, 4वीं को देखकर विस्मित रह गया। हालांकि उन्होंने उसकी सुंदरता के बारे में सुना था और उसके चित्र भी देखे थे, फिर भी जब उन्होंने आखिरकार उसे साक्षात देखा तो वे दंग रह गए। कितनी खूबसूरत महिला है! वह चित्र में दिखाई गई महिला है। हालांकि पेंटिंग की तुलना में वह असल जिंदगी में और भी ज्यादा खूबसूरत है। उसका व्यवहार और आकर्षण असाधारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर भार्गव को उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। वह इतनी खूबसूरत है कि किसी भी देश का पतन कर सकती है। कोई भी मर्द उस पर मर मिटेगा। कई युवा दिग्गज जब 4वीं को देखते थे तो वे काफी देर तक स्तब्ध रह जाते थे। उन्हें होश में आने में काफी समय लगा। इस बीच आकर्ष, जो वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए 4वीं से उसकी सहायक प्रकार की दिव्य क्षमता के बारे में चर्चा कर रहा था, 4वीं पर दूसरों के ध्यान से अनजान था। वह उसकी कठिनाइयों को दूर करने में उसकी मदद करने पर केंद्रित था ताकि वह सहायक प्रकार की दिव्य क्षमता में महारत हासिल कर सके ताकि वह जल्दी से सुधार कर सके। 4वीं, तुम्हारी सहायक प्रकार की दिव्य क्षमता।
आकर्ष की वर्तमान दिव्य क्षमताओं में केवल उसकी सहायक प्रकार की दिव्य क्षमता प्राथमिक भक्षण युक्ति की स्वर्ग स्तर की थी। चूंकि वह व्यक्ति जिसने स्वर्ग स्तर की दिव्य क्षमता में पुनर्तः निपुणता प्राप्त कर ली थी, उसे इस क्षेत्र में अनुभवी माना जा सकता था, भले ही प्राथमिक भक्षण युक्ति 4वीं की सहायक प्रकार की दिव्य क्षमता की तुलना में कहीं कमतर थी। वह 4वीं को उसकी सहायक प्रकार की दिव्य क्षमता में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करने में सक्षम था, क्योंकि दिव्य क्षमताओं में निपुणता प्राप्त करने का कोई निश्चित तरीका नहीं था। 4वीं, जिसे अपनी सहायक प्रकार की दिव्य क्षमता की गहरी समझ नहीं थी, चुपचाप आकर्ष की बातें सुन रही थी। वह बीच बीच में अपनी उलझन जाहिर करती रही। जहां तक उसे मिले नजरों का सवाल है, उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसका ध्यान पूरी तरह से आकर्ष और सहायक प्रकार की दिव्य क्षमता में महारत हासिल करने पर केंद्रित था। चूंकि समूह को भद्रेश और रुद्रसेन संप्रदाय के नेता और ताई दिव्य संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग ले जा रहे थे, इसलिए उन्हें छोटी दुनिया के स्थान पर पहुंचने में केवल 1 दिन और 1 रात लगी। जब वे पहुंचे तो वहां पहले से ही लोगों का एक समूह इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि आकर्ष उनके आगे वाले समूह के करीब पहुंचता, उसने ताई दिव्य संप्रदाय के बुजुर्गों के बीच चर्चा सुन ली थी। वह प्रताप सिंह है, मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय का संप्रदाय नेता है ना? हाँ, ये प्रताप सिंह है। मैंने इसे 1 साल पहले देखा था। आकर्ष की नजरें ताई दिव्य संप्रदाय के बुजुर्गों की निगाहों पर टिकी रहीं और उन्होंने एक लंबे हटे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, जिसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल थे, जो मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के समूह में सबसे आगे खड़ा था। हालांकि वह थोड़ा बेढंगा दिख रहा था, लेकिन उसका चोगा बिल्कुल साफ था। वह बस यूं ही खड़ा था, फिर भी उसमें एक राजसी भाव था। ऐसा व्यवहार किसी को बहुत लंबे समय तक ऊंचे पद पर रहने के बाद ही मिलता है। यह कोई रातों रात हासिल होने वाली चीज नहीं थी। तो क्या वह प्रताप सिंह है, मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख? आकर्ष ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखते हुए मन ही मन सोचा। उसी समय प्रताप सिंह के पीछे खड़े लोगों की नजर ने उसका ध्यान भंग कर दिया। उसने अपनी नजरें घुमाकर उस व्यक्ति की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। तेजस प्रकाश। आकर्ष ने एक नजर में ही उस व्यक्ति को पहचान लिया। वह व्यक्ति वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल था, जिसकी उम्र 100 साल से भी कम थी और जिससे उसकी मुलाकात सोआरिंग ड्रैगन सेलेस्टियल किंगडम में हुई थी। उस समय उसने तेजस प्रकाश से युद्ध किया था और तेजस प्रकाश को बुरी तरह हरा दिया था, जिससे 7वें राजकुमार कौस्तुभ पुरस्कार पाने की अपनी कोशिश में नाकाम हो गए थे। अंत में उसने 13वें राजकुमार लौकिक को जीत दिलाने में मदद की थी। हालांकि वे काफी समय से नहीं मिले थे, फिर भी तेजस प्रकाश हमेशा की तरह भावशून्य थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी और कोई भी उन्हें डगमगा नहीं सकता। आकर्ष ने भौहें चढ़ाईं। ये कितना आश्चर्य की बात है कि मुझे मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के समूह में एक परिचित व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। उसे बस थोड़ी देर के लिए ही आश्चर्य हुआ। आखिरकार तेजस प्रकाश सोआरिंग ड्रैगन सेलेस्टियल किंगडम से थे, जो मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के शासन के अधीन था। तेजस प्रकाश का मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के लोगों के साथ आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मैंने सुना है कि 100 वर्ष से कम आयु के बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य प्राणी बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में समान रूप से विभाजित नहीं थे। अधिकांश बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य प्राणी उस संप्रदाय में शामिल हो गए जिससे उनके दिव्य साम्राज्य संबंधित थे। ऐसा लगता है कि यह सच है, आकर्ष ने मन ही मन सोचा। संप्रदाय नेता चाहे ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता भद्रेश ने स्वाभाविक रूप से मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता प्रताप सिंह का अभिवादन किया जब वे उनसे पहले पहुंचे समूह के करीब पहुंचे। संप्रदाय नेता भद्रेश। प्रताप सिंह ने मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के लोगों को ताई सेलेस्टियल संप्रदाय के लोगों के पास ले जाया जब उसने भद्रेश को उसका अभिवादन करते सुना। आखिरकार दोनों समूह मिले। वे पास पास खड़े थे, लेकिन उनके बीच एक खाली जगह थी। आसमान में इतने सारे लोग थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वे सूरज की रोशनी को रोक रहे हों। संप्रदाय नेता चाहे मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय काफी पहले आ गया। भद्रेश ने प्रताप सिंह की ओर देखा और मुस्कुराया। दरअसल हम अभी अभी पहुंचे हैं, प्रताप सिंह ने कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने रुद्रसेन की ओर देखा जो भद्रेश के बगल में खड़ा था। उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, एल्डर टाई, मैंने सुना है कि 7 स्टार सेलेस्टियल ड्यूक बनने के बाद आप ताई सेलेस्टियल संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च एल्डर भी बन गए हैं। बधाई। धन्यवाद संप्रदाय नेता प्रताप सिंह। रुद्रसेन ने तुरंत प्रताप सिंह को धन्यवाद दिया। जैसे ही प्रताप सिंह ने आकर्ष की ओर देखा, उसकी नजर अनजाने में 4वीं पर पड़ी, जो आकर्ष के बगल में खड़ी थी। उसे देखकर एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने अपनी नजर आकर्ष पर घुमाई और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये युवक मास्टर डुआन ही होना चाहिए, है ना?
हालांकि प्रताप सिंह की आकर्ष से पहली बार मुलाकात हुई थी, फिर भी वह उसे उसके विशिष्ट रूप के कारण तुरंत पहचान गया। इसके अलावा उसने आकर्ष के बगल में बैठी उस अद्वितीय सुंदरी के बारे में बहुत पहले ही सुन रखा था। सचमुच चार्वी को देखने के बाद वह मान गया कि वह एक अद्वितीय सुंदरी थी। यहाँ तक कि मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग तारकेश को भी इसी महिला के कारण ताई दिव्य संप्रदाय ने मार डाला था। चूंकि ताई दिव्य संप्रदाय के पास तारकेश की हत्या का एक उचित कारण था, इसलिए मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के पास इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश ने तुरंत प्रताप सिंह का परिचय आकर्ष से कराया। गुरुद्वान, मैं मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख चाई हूँ। संप्रदाय नेता प्रताप सिंह। आकर्ष ने प्रताप सिंह को अभिवादन में सिर हिलाया। मैंने सुना है कि आप न केवल एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ हैं, बल्कि 100 वर्ष से कम आयु के एक महान सर्वव्यापी स्वर्ण दिव्य भी हैं। क्या आप भी बाकी युवा महाशक्तियों के साथ लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे? प्रताप सिंह ने भद्रेश के पीछे खड़े लोगों के समूह पर नजर डालते हुए पूछा। ताई दिव्य संप्रदाय के युवा महाशक्तियां जो लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करने वाले थे, वे थे वायलेट सन, गोल्डन सेलेस्टियल और 2 महान सर्वव्यापी स्वर्ण दिव्य। उन सभी की आयु 100 वर्ष से कम थी। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं भी इस मस्ती में शामिल हो जाऊंगा। इस पल 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के लोग आ गए हैं। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय और ताई सेलेस्टियल संप्रदाय के कई चौकस लोग दूर तक देख रहे थे। जल्द ही लोगों का एक और समूह प्रकट हुआ। इस समूह में ज्यादातर लोग महिलाएं थीं। यहाँ तक कि सबसे आगे चलने वाले लोग भी महिलाएं ही थीं। आकर्ष उन महिलाओं में से एक को जानता था। वह सुमित्रा थी, 1000 मकड़ी संप्रदाय की सर्वोच्च बुजुर्ग। बंजर भूमि महाप्रतियोगिता शुरू होने से पहले वह शर्मिला के साथ ताई दिव्य संप्रदाय की जागीर में उनसे एक बार मिला था। सुमित्रा के बगल में खड़ी दूसरी महिला बहुत जवान लग रही थी। हालांकि वह शर्मिला जितनी सुंदर नहीं थी, फिर भी उसे एक दुर्लभ सुंदरता माना जा सकता था। उसने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी। ढीली हरी पोशाक हवा में लहरा रही थी, जिससे वह नाचती हुई परी जैसी लग रही थी। उसी समय आकर्ष ने शर्मिला को देखा। वह हरे वस्त्र पहने महिला के बगल में खड़ी थी और ऐसे बातें और हंसी कर रही थी मानो वे दोनों बहनें हों। उसने मन ही मन सोचा, क्या वह 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय की वर्तमान संप्रदाय प्रमुख जयंती हो सकती है? 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय के लोगों के आने पर हरे वस्त्र पहने महिला ने भद्रेश और प्रताप सिंह का बराबरी से स्वागत किया। इस आधार पर आकर्ष को पता चल गया कि उसने सही अनुमान लगाया था। हरे वस्त्र पहने महिला कोई और नहीं, बल्कि 7 सितारों वाले दिव्य ड्यूक और 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख जयंती थी। शर्मिला ने जयंती के कान में फुसफुसाया, इससे पहले कि उसने आकर्ष को एक मंद मुस्कान के साथ बधाई दी। मास्टर डुआन। भद्रेश के परिचय के बाद आकर्ष मुस्कुराया और जयंती का भी अभिवादन किया। एक पल के लिए जयंती की नजर आकर्ष के बगल में खड़ी चार्वी पर पड़ी। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने बहुत समय से सुना है कि मास्टर डुआन के पास एक अद्वितीय सुंदरी है। मुझे इस बात पर तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक मैंने आज आपको नहीं देखा। ये सच है कि वह एक अद्वितीय सुंदरी है। जयंती की प्रशंसा सुनकर चार्वी ने जवाब दिया, आप भी बहुत सुंदर हैं। आकर्ष चार्वी के व्यवहार से थोड़ा आश्चर्यचकित था। तारीफ के लिए शुक्रिया, हालांकि मैं आपकी तुलना में उतनी खूबसूरत नहीं हूँ। तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता था। जब जयंती ने चार्वी की बातें सुनी तो उसकी खूबसूरत आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अंततः बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के लोग आ पहुंचे। संप्रदाय नेता भद्रेश, संप्रदाय नेता जयंती। चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, तो क्या हमें अपने लोगों को अब छोटी दुनिया में भेज देना चाहिए? प्रताप सिंह ने भद्रेश और जयंती की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, भद्रेश और जयंती ने उत्तर दिया और एक साथ सिर हिलाया। एक क्षण के लिए आकर्ष और चार्वी को छोड़कर बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के लोग, जो छोटी दुनिया में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के 3 संप्रदाय नेताओं के नेतृत्व में एक साथ खड़े हो गए। बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्य और महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया। 6 महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य पुरुष थे और 52 बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्य थे, जिनमें से 3 महिलाएं थीं। आकर्ष को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि उसकी नज़र में पुरुष और महिलाएं समान थे, फिर भी साधना के मामले में महिलाओं की जन्मजात प्रतिभा पुरुषों की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। स्वाभाविक रूप से यह एक सामान्य और व्यापक कथन था। कुछ क्षेत्रों में कुछ महिलाओं की प्रतिभा न केवल पुरुषों के बराबर थी, बल्कि पुरुषों से श्रेष्ठ भी थी। प्रताप सिंह ने बोलना शुरू किया, सबसे पहले अपने संप्रदायों के बुजुर्गों को अपनी स्थानिक अंगूठियां सौंपें।
आपके संप्रदायों के बुजुर्ग आपको एक नई और खाली स्थानिक अंगूठी देंगे। प्रताप सिंह के बोलते ही तीनों प्रमुख दिव्य संप्रदायों में से प्रत्येक का एक एक बुजुर्ग 58 युवा महाशक्तियों से स्थानिक वलय लेने गया और उन्हें एक और वलय दिया। ऐसा इसलिए किया गया था कि संप्रदायों के लिए दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी सी दुनिया में अपनी फसल को बांटना आसान हो जाए। 58 युवा महाशक्तियां पहले से ही इसके लिए तैयार थीं, इसलिए कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। अगर वे प्रतिरोध करना भी चाहें तो भी यह व्यर्थ होगा। इस कुत्ते खाने कुत्ते जैसी दुनिया में बंजर भूमि के तीन प्रमुख दिव्य संप्रदायों की शक्ति के सामने उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वे अत्यधिक प्रतिभाशाली थे, फिर भी उनकी शक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई थी। प्रताप सिंह ने 100 साल से कम उम्र के 58 युवा दिग्गजों पर नजर डाली और ऊंची आवाज में कहा, छोटी सी दुनिया के अंदर विभिन्न खजानों के अलावा संयोगवश विरासतें भी होंगी। ये उन खजानों से अलग हैं जिनका स्वामित्व बदल सकता है। जो भी संयोगवश विरासतें प्राप्त करेगा वह अपने खजाने को अपने पास रख सकेगा। बाकी खजानों के लिए संप्रदाय आपको आपकी फसल के अनुसार इनाम देंगे। आकर्ष की आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं जब उसने मन ही मन सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या संप्रदाय प्रमुख भद्रेश मेरी स्थानिक अंगूठी मांगेंगे और मुझे एक नई स्थानिक अंगूठी देंगे। हालांकि अगर भद्रेश सचमुच उसकी स्थानिक अंगूठी छीन भी लेते तब भी उसे कोई चिंता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके साथ चारवी थी। चारवी के पास एक स्थानिक अंगूठी थी और वह अदृश्यता तावीज का उपयोग कर रही होगी ताकि तीन प्रमुख दिव्य संप्रदायों के लोगों को उसके लघु विश्व में प्रवेश के बारे में पता न चले। अंत में उसने अपनी स्थानिक अंगूठी देने का फैसला किया और ताई दिव्य संप्रदाय से खाली स्थानिक अंगूठी ले ली। वह अपना मनचाहा खजाना चारवी की स्थानिक अंगूठी में रखेगा। जहां तक खाली स्थानिक अंगूठी की बात है, अगर वह चाहे तो वह खाली ही रहेगी। इस बीच प्रताप सिंह ने अपनी बात जारी रखी, इसके अलावा संप्रदाय प्रमुख भद्रेश और संप्रदाय प्रमुख जयंती के साथ चर्चा के बाद हमने 9 बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य प्राणियों को चुनने का फैसला किया है जो पहले छोटी दुनिया में स्काउट के रूप में प्रवेश करेंगे। अगर चुने गए 9 बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य प्राणी वहां मर जाते हैं तो बाकी बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य प्राणियों के प्रवेश की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उस समय 6 महान व्यापक स्वर्ण दिव्य प्राणी छोटी दुनिया में प्रवेश करेंगे। जैसे ही प्रताप सिंह ने बोलना समाप्त किया, 52 बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्यों के भाव अचानक बदल गए। वे प्रताप सिंह के शब्दों के पहले भाग से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि वे दूसरे भाग से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। उन्होंने सोचा था कि वे समूहों में प्रवेश करेंगे क्योंकि संख्या में बल होता है। अगर वे मारे भी जाते तो उन्हें बस ये स्वीकार करना होता कि यह उनकी नियति है। हालांकि अब उन्हें पता चला कि उनमें से 9 लोगों को पानी की जांच के लिए चुना जाएगा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि चुने गए 9 लोग सिर्फ प्रयोगशाला के चूहे थे? एक पल के लिए उनमें से हर एक ने अपना सिर नीचे कर लिया, प्रताप सिंह की नजरों से नजर मिलाने को तैयार नहीं। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें छोटी दुनिया में प्रवेश करने वाले प्रयोगशाला चूहे के रूप में चुना जाए। कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि पहले प्रवेश करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। प्रताप सिंह को बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्यात्माओं को सिर झुकाते देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आगे कहा, हमने 9 बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्यात्माओं को छोटी दुनिया में स्काउट के रूप में प्रवेश करने के लिए पहले ही चुन लिया है। प्रत्येक संप्रदाय 3 बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्यात्माएं भेजेगा। संप्रदायों में से चुने गए 3 लोग हाल ही में हुए बंजर भूमि महाप्रतियोगिता के 3 सबसे मजबूत प्रतिभागी होंगे। अब आप 9 लोगों पर निर्भर है कि आप बाकियों के लिए रास्ता बनाएं। प्रताप सिंह ने आगे कहा, अगर तुम जिंदा बच निकले तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम वहां मर गए तो हम तुम्हारे परिवारों को मुआवजा देंगे। अगर तुम्हारे परिवार नहीं है तो हम तुम्हारे दूर के रिश्तेदारों या दोस्तों को भी मुआवजा देंगे। 52 में से 43 वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स को राहत मिली जब उन्होंने प्रताप सिंह के शब्द सुने। इसके विपरीत 9 बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशियों के भावों में भारी परिवर्तन आया। जल्द ही कोई आगे आया और प्रताप सिंह से कहा, संप्रदाय नेता, मैं पद छोड़ना चाहता हूँ। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आकर्ष का परिचित व्यक्ति था। तेजस प्रकाश। आकर्ष ने उड़ते ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य के शाही महल में तेजस प्रकाश से युद्ध किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तेजस प्रकाश 100 साल से कम उम्र के 9 सबसे ताकतवर बैंगनी सूर्य स्वर्ण आकाशियों में से एक होगा। जब तेजस प्रकाश ने आगे आकर कहा कि वह पद छोड़ना चाहते हैं तो अन्य 8 भी उनका अनुसरण करने के लिए उत्सुक हो गए। हालांकि इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ बोल पाता, प्रताप सिंह ने अपने चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव व्यक्त करते हुए उपहास किया। प्रताप सिंह ने ठंडे स्वर में उपहास करते हुए कहा, आप चाहें तो नौकरी छोड़ सकते हैं। प्रताप सिंह के शब्दों को सुनकर तेजस प्रकाश और अन्य 8 वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स की आंखें चमक उठी, ये सोचकर कि प्रताप सिंह उन्हें छोड़ने की अनुमति देगा।
आप में से जो भी मेरे एक भी वार से बच सकता है वह पद छोड़ सकता है। प्रताप सिंह ने अपनी बात पूरी की। तेजस प्रकाश और बाकी 8 बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्यों को लगा जैसे उनका मन स्वर्ग से नर्क में डूब गया हो। प्रताप सिंह के शब्दों का उत्तरार्ध सुनते ही उनकी आंखें धुंधली पड़ गईं और उनके हाव भाव एकदम बदल गए। इससे उन्हें पता चल गया कि प्रताप सिंह उन्हें हार मानने नहीं देगा। क्या मजाक है, वे एक बुनियादी दिव्य ड्यूक के प्रहार से भी नहीं बच सकते थे। प्रताप सिंह की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो 7 सितारा दिव्य ड्यूक था। इस बीच 1 महीने पहले वेस्टलैंड ग्रैंड कॉन्टेस्ट के दौरान वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स में 10वें स्थान पर रही युवा शक्ति ने राहत की सांस ली और मन ही मन खुश हुई। सौभाग्य से मैं 10वें स्थान पर रही, वरना मुझे भी लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता। अगर वे अंदर जाने के बाद बच जाते हैं तो हम में से बाकी लोगों के भी अंदर जाने के बाद बचने की अच्छी संभावना है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो हमें अंदर जाकर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार शेष वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स भी भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के अलावा आकर्ष, चारवी और 100 वर्ष से कम आयु के 6 महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य देवता ही इससे अप्रभावित थे। 100 साल से कम उम्र के 6 महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य प्राणी अपनी ताकत को लेकर बेहद आश्वस्त थे। उन सभी को लगता था कि यह छोटी सी दुनिया उनके जैसे लोगों के लिए ही बनाई गई है और इसमें प्रवेश करने के बाद वे ठीक हो जाएंगे। ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि ताकत के मामले में बंजर भूमि में 100 साल से कम उम्र के लोगों में वे सबसे आगे थे। प्रताप सिंह ने तेजस प्रकाश और बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहा, अब कृपया अपने आत्मिक मोती छोड़ दें और अपने शरीर को आराम दें। मैं आपको छोटी दुनिया के प्रवेश द्वार पर भेजूंगा। उस दौरान स्थानिक उतार चढ़ाव होंगे, चाहे कुछ भी हो इसका विरोध न करें। शक्ति को आपको छोटी दुनिया में खींचने दें। असहाय होकर तेजस प्रकाश और अन्य लोगों ने प्रताप सिंह के बोलने के बाद अपने आत्मा मोती सौंप दिए। वाह! प्रताप सिंह ने अचानक अपना हाथ उठाया और तेज हवा का झोंका आया और 9 लोगों को उठाकर 1000 मीटर दूर शून्य की ओर ले गया। जब उसने अपनी शक्ति वापस खींची तो 9 लोग शून्य में मडरा रहे थे। यह अच्छा नहीं है। क्या यही वह शक्ति है जो हमें छोटी सी दुनिया में खींच ले जाएगी? जब तेजस प्रकाश और बाकी लोगों ने हिलना बंद कर दिया तो उन्होंने महसूस किया कि शून्य कांप रहा है और एक अशांत और अजेय शक्ति उनकी ओर प्रचंड बाढ़ की तरह बह रही है। इस क्षण उन्हें एहसास हो रहा था कि वे कितने तुच्छ हैं। इस बीच आकर्ष और बाकी लोग दूर से देख रहे थे। जैसे ही 9 लोगों ने हिलना बंद किया, शून्य में लहरों का एक घेरा दिखाई दिया। लहरें फैलती रहीं और आखिरकार उन 9 लोगों से टकरा गईं। एक अदृश्य दैत्य की तरह वह तेजस प्रकाश और बाकी लोगों को निगलती हुई प्रतीत हुई। पलक झपकते ही अशांत और विकृत शून्य ऐसे शांत हो गया मानो कुछ हुआ ही न हो। वे 9 लोग भी हवा में विलीन हो गए थे। थोड़ी देर बाद बचे हुए बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशीय, जो 100 साल से कम उम्र के थे, आखिरकार होश में आ गए। उनके सीने में दिल तेजी से धड़क रहे थे और वे आपस में फुसफुसा रहे थे। वे एक साथ चिंतित और उत्साहित थे। वे उस छोटी सी दुनिया में छिपे खतरों से डरे हुए थे, लेकिन वहां खजाने मिलने की संभावना से भी उत्साहित थे। क्या वे अंदर गए? क्या वे अंदर आ गए हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या वे बच पाएंगे। अगर नहीं बच पाते तो हमें उस छोटी सी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वे बच जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे लिए वहां जाकर खजाने और संयोगों की तलाश करना ठीक रहेगा। जल्द ही सभी का ध्यान दूर शून्य से हटकर हवा में मडरा रहे 9 आत्मा मोतियों पर गया। उनकी स्थितियां अनियमित थीं, लेकिन वे 9 बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशीय मोतियों की स्थिति से मेल खाती थीं। चूंकि आकर्ष उन 9 लोगों में से सिर्फ तेजस प्रकाश को ही जानता था जिन्हें छोटी दुनिया में भेजा गया था, इसलिए उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से तेजस प्रकाश के आत्मा मोती पर केंद्रित था। ये तेजस प्रकाश का आत्मा मोती है। तभी प्रताप सिंह की आवाज फिर से गूंजी, हम 1 महीने इंतजार करेंगे। अगर वे 1 महीने बाद भी जिंदा रहे तो उस समय सभी अंदर जा सकते हैं। अगर उस समय उनमें से एक मर गया तो हम 1 और महीना इंतजार करेंगे। उसके बाद अगर आधे से कम मरते हैं तो बाकी सभी अंदर जाएंगे। अगर आधे से ज्यादा मर जाते हैं तो बाकी लोग अपनी मर्जी से अंदर जाएंगे। अगर सभी मर जाते हैं तो बाकी बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशियों को अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रताप सिंह के शब्द सुनकर 100 वर्ष से कम आयु के बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्यात्माओं के भाव गंभीर हो गए। उनकी निगाहें हवा में मंडरा रहे 9 आत्मिक मोतियों पर टिकी थीं, जो उन 9 लोगों के जीवन पर कड़ी नजर रख रहे थे जिन्हें छोटी दुनिया में भेजा गया था। दूसरी ओर 6 महान व्यापक स्वर्णिम दिव्यात्माएं, जिनकी आयु 100 वर्ष से कम थी, पहले ही पैर मुड़कर और आंखें बंद करके बैठ चुकी थीं। उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि कोई उन्हें परेशान करेगा और चीविचलन पैदा करेगा।
आखिरकार तीनों प्रमुख दिव्य संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख और वरिष्ठ जन उपस्थित थे। कौन आगे आकर उन्हें परेशान करने की हिम्मत कर सकता था? जब सबका ध्यान 9 आत्मा मोतियों पर केंद्रित था, आकर्ष ने चार्वी को एक ध्वनि संदेश भेजा। चार्वी, 9 लोगों के बचने की परवाह किए बिना मैं 1 महीने बाद छोटी दुनिया में प्रवेश करूंगा। जब वह समय आए तो अदृश्यता तावीज का उपयोग करो और मेरे साथ छोटी दुनिया में प्रवेश करो। ठीक है भाई आकर्ष, चार्वी ने वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से जवाब दिया। उससे पहले तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबका ध्यान छोटी दुनिया के प्रवेश द्वार पर होगा। अगर बाद में उन्हें पता भी चले कि तुम गायब हो तो भी कोई बात नहीं। वे शायद सोचेंगे कि जब मैं छोटी दुनिया में हूँ तब तुम ताई दिव्य संप्रदाय की संपत्ति में लौट गए हो या किसी और जगह चले गए हो, आकर्ष ने ध्वनि संचरण के माध्यम से कहना जारी रखा। चार्वी को निर्देश देने के बाद वह पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली, फिर साधना शुरू की। यद्यपि यहाँ साधना का वातावरण औसत था और वह हुआन दिव्य क्रिस्टल का उपयोग नहीं कर सकता था, आकर्ष ने ढिलाई नहीं बरती और खुद को साधना के लिए समर्पित कर दिया। मुझे पृथ्वी श्रेणी का महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य पुरुष बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए मेरा आधार अभी भी अस्थिर है। मैं अगले महीने का लाभ उठाकर अपनी साधना का आधार स्थिर करूंगा। इस बार आकर्ष का साधना का यही लक्ष्य था। इससे पहले भी वह श्रेष्ठ साधना वातावरण और अन्य कारकों के कारण सफलतापूर्वक पृथ्वी श्रेणी का महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य पुरुष बन चुका था। इसी तरह चार्वी भी बैठ गया और खेती करने लगा। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारी भी पालथी मारकर बैठे थे और अपनी आंखें बंद किए हुए थे। उनमें से कुछ अपनी आत्माओं को पुनः ऊर्जावान बना रहे थे और कुछ साधना कर रहे थे। दूसरी ओर व्याकुल बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशियों का समूह कुछ दिन बीतने के बाद ही शांत हुआ। उसके बाद ही उन्होंने विश्राम और साधना शुरू की। जैसे जैसे समय बीतता गया अधिकाधिक लोग ऐसा ही करने लगे। ... समय बीतता गया और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। आकर्ष ने आखिरकार 1 महीने बाद पहली बार अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि 9 लोगों के आत्मा मोती बरकरार थे। इसका मतलब था कि उनमें से कोई भी छोटी दुनिया में नहीं मरा। वे सब बच गए। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्यात्माओं के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भी एक एक करके अपनी आंखें खोलीं। जब उन्होंने 9 अक्षुवण आत्मिक मोती देखे तो वे सभी मुस्कुरा उठे। क्या वे सब जीवित हैं? बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारी स्वाभाविक रूप से इस खोज से खुश थे। आखिरकार इसका मतलब था कि छोटी दुनिया में खजाने पाने की उनकी संभावना बढ़ गई थी। इस समय आकर्ष ने चार्वी से धीरे से कहा, चार्वी, अपने अदृश्यता तावीज का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाओ और मेरे पीछे वहां आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह तेजी से हवा में 1000 मीटर दूर उस स्थान पर चला गया जहां तेजस प्रकाश और अन्य 1 महीने पहले गायब हो गए थे। मास्टर डुआन, ये ताई दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य रसायनज्ञ है जो 100 वर्ष से कम आयु का है। आकर्ष के कार्यों ने तुरंत बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च स्तरीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। धन्यवाद। जब सबका ध्यान आकर्ष पर था, जो छोटी दुनिया में प्रवेश कर रहा था, चार्वी ने पीयूष उपनाम वाले युवक द्वारा दिए गए अदृश्यता के ताबीज का इस्तेमाल किया और चुपचाप हवा में गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां थी ही नहीं। ताबीज ने उसकी आभा को वहां मौजूद सभी लोगों से छिपा दिया, जिससे वह आकर्ष का पीछा कर सकी और किसी को पता भी नहीं चला। जैसी कि उम्मीद थी, किसी ने भी उसके गायब होने पर ध्यान नहीं दिया। जब आकर्ष लिटिल वर्ल्ड के प्रवेश द्वार पर खड़ा था तो उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा सा हिलाया और अदृश्य चार्वी से कहा, मेरा हाथ पकड़ो। कुछ ही क्षणों के बाद उसने महसूस किया कि कोई नर्म चीज उसके हाथ को थामे हुए है। संप्रदाय प्रमुखों, मैं सबसे पहले अंदर जाऊंगा। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुखों को विदाई देने के बाद आकर्ष और चार्वी आगे बढ़े और छोटी दुनिया में प्रवेश किया। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, मूल रूप से शांत शून्य फिर से विकृत होने लगा। एक विशाल और अद्वितीय स्थानिक बल ने आकर्ष और चार्वी को अभिभूत कर दिया, इससे पहले कि वे दोनों पतली हवा में गायब हो गए। मास्टर आकर्ष ने छोटी दुनिया में प्रवेश किया है। भद्रेश, रुद्रसेन और ताई दिव्य संप्रदाय के लोग आकर्ष को छोटी दुनिया में गायब होते हुए देख रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह वहां ठीक होगा। आखिरकार 9 बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य प्राणी भी छोटी दुनिया में 1 महीने तक रहने के बाद जीवित रहे। आकर्ष जैसे महान व्यापक स्वर्ण दिव्य प्राणी की तो बात ही छोड़िए। 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के लोग आपस में चर्चा करने लगे। 9 बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशीय प्राणी 1 महीने के लिए छोटी दुनिया में प्रवेश करने के बाद सुरक्षित हैं। इससे साबित होता है कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी सुरक्षित रहेगा। जब तक कोई वहां जीवित रह सकता है, उसे खजाने और भाग्य विरासत प्राप्त हो सकती है।
तभी प्रताप सिंह की आवाज हवा में गूंजी। जैसा कि मैंने 1 महीने पहले कहा था, बचे हुए वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे क्योंकि भेजे गए सभी 9 लोग जीवित हैं। ये सुनकर बाकी बचे बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशीय प्राणी आपस में धीरे से फुसफुसाने लगे। अब सभी इस बात पर अफसोस कर रहे थे कि वे पहले अंदर नहीं जा सके। ऐसा लग रहा था कि वे भूल गए थे कि जब प्रताप सिंह ने छोटी दुनिया में प्रवेश के लिए 9 लोगों को चुनने की बात कही थी, तब वे सभी कितने अनिच्छुक थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सभी बच जाएंगे। अब काश मैं पहले अंदर जा पाता। चूंकि वे 9 लोग पहले अंदर गए थे, इसलिए उन्हें ज्यादा खजाने मिलने का फायदा है। काश 1 महीने पहले वेस्टलैंड ग्रैंड कॉन्टेस्ट में मैं वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स में शीर्ष 9 में स्थान पाता, तो मैं पहले ही इसमें शामिल हो सकता था। हुश 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 हुश। अचानक बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्यात्माओं ने हवा में सीटी बजने जैसी आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि 6 महान व्यापक स्वर्णिम दिव्यात्माएं, जिनकी आयु 100 वर्ष से कम थी, छोटी दुनिया में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ रही थीं। पल भर में अदृश्य शक्ति ने उन्हें छोटी दुनिया में खींच लिया और वे हवा में विलीन हो गए। इस दृश्य ने बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्यात्माओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चल दर, हमें भी अंदर जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के केवल उच्च पदस्थ अधिकारी ही बचे। सभी युवा शक्तियां छोटी दुनिया में चले जाने के बाद भी वे वहां से नहीं गए। उनमें से कुछ वहीं खड़े रहे और कुछ ने साधना करके अपनी आत्मा को पुनः जागृत किया। वे सब अंदर चले गए। इस समय ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों को कुछ पता चला। हम मास्टर आकर्ष के बगल वाली लड़की चारवी कहाँ है? चारवी, ताई दिव्य संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इधर उधर देखना शुरू किया। उन्होंने अपनी दिव्य चेतना भी फैलाई, लेकिन उन्हें उस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला जिसे वे खोज रहे थे। चारवी के गायब होने का पता चलने पर ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश थोड़े चिंतित हुए। उन्हें उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि अगर चारवी को कुछ हो गया तो आकर्ष नाराज हो जाएगा। कौन जानता था कि आकर्ष गुस्से में संप्रदाय छोड़ देगा। अगर ऐसा हुआ तो संप्रदाय को बहुत बड़ा नुकसान होगा। संप्रदाय प्रमुख प्रताप सिंह, संप्रदाय प्रमुख जीवन, क्या आपके संप्रदाय के किसी ने देखा कि मिस चारवी कब चली गईं? दोनों संप्रदाय के नेताओं ने चारों ओर पूछताछ की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि चारवी कहाँ गई थी। अब फ्यूचर एड्स। फिर भद्रेश ने ताई दिव्य संप्रदाय के 2 बुजुर्गों की ओर रुख किया, जो उनके पीछे यहाँ आए थे, और कहा, एल्डर श्रेयस, एल्डर कश्यप, संप्रदाय में वापस आकर जांच करें कि मिस चारवी संप्रदाय में है या नहीं। जितनी जल्दी हो सके मुझे रिपोर्ट करें। हाँ, संप्रदाय के नेता। ताई दिव्य संप्रदाय के 2 बुजुर्ग आदेश प्राप्त करने के बाद तुरंत चले गए। ... इस बीच आकर्ष इस बात से अनजान था कि बाहर के लोगों को चारवी की अनुपस्थिति का पता चल गया था, या भद्रेश इतना चिंतित था कि उसने 2 बुजुर्गों को ताई सेलेस्टियल संप्रदाय में ये देखने के लिए भेजा कि क्या चारवी वहाँ है। तो ये है वो छोटी सी दुनिया। ये पहली बार नहीं था जब आकर्ष ने किसी दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी सी दुनिया में कदम रखा था। जब वो आत्मा के सर्वोच्च स्वर्ग में पहुंचा ही था, तो उसने और करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के मानवी ने एक दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी सी दुनिया में प्रवेश किया था। यहीं से उनकी दुखद प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। चाहे ये उसका पहला मौका था या नहीं, इससे उसका उत्साह कम नहीं हुआ। आखिरकार ये जगह एक दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी सी दुनिया ही तो थी। आकर्ष ने अपनी बगल में देखा और पुकारा, चारवी। अगर उसके दाहिने हाथ में मुलायम और पतला हाथ न होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके बगल में कोई खड़ा है। वाह! हवा की सीटी की आवाज हवा में गूंज रही थी और आकर्ष के बगल में एक अस्पष्ट लेकिन आकर्षक आकृति प्रकट हुई। एक क्षण बाद चारवी आखिरकार प्रकट हुई। उसका पूरा शरीर आकर्ष से टिका हुआ था और वह अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए थी। उसने अपनी खूबसूरत शरद ऋतु जैसी आंखें झपकाईं और उत्सुकता से चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर उत्साह के भाव साफ दिखाई दे रहे थे जब उसने पूछा, भाई आकर्ष, क्या ये वह छोटी सी दुनिया है जिसे एक दिव्य राजा ने पीछे छोड़ दिया है? हाँ, आकर्ष ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। उसने पाया कि वे दोनों इस समय एक विशाल झील के ऊपर थे। उनके पैरों के नीचे बादल छाए हुए थे, इसलिए उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि वे एक झील के ऊपर खड़े हैं। रहस्यमय यांग 9 सिंघाड़े की अंगूठी। आकर्ष ने अपना हाथ उठाया, जिससे एक अंगूठी निकली। अंगूठी बहुत अनोखी थी। अंगूठी पर 9 अनियमित आकार के सिंघाड़े थे, जिससे ये काफी अजीब लग रही थी। अंगूठी एक विशेष लाल पदार्थ से गढ़ी हुई लग रही थी। यह अंगूठी एक शाही दिव्य अस्त्र, उसे पीयूष उपनाम वाले युवक ने दी थी। एक शाही श्रेणी का दिव्य अस्त्र राजा श्रेणी के दिव्य अस्त्र से एक स्तर ऊंचा होता था। ये जानना जरूरी था कि पूरे बंजर भूमि में केवल एक ही राजा श्रेणी का दिव्य अस्त्र था, जो ताई दिव्य संप्रदाय के पास था।
बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों ने 100 वर्ष से कम आयु के इतने सारे युवा महाशक्तियों को छोटी दुनिया में प्रवेश कराने के लिए इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की थी, जिसका एक मुख्य कारण राजा श्रेणी के दिव्य अस्त्रों पर अपना अधिकार जमाना था। इस आधार पर कोई भी समझ सकता था कि राजा श्रेणी के दिव्य अस्त्र कितने मूल्यवान और दुर्लभ थे। शाही श्रेणी के दिव्य अस्त्रों की तो बात ही छोड़िए। अगर बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारियों को पता चल जाता कि आकर्ष के पास शाही स्तर का दिव्य अस्त्र रहस्यमय यान 9 जल चेस्टनट अंगूठी है, तो वे अंगूठी हासिल करने के लिए उसे हर कीमत पर मार डालते। यहाँ तक कि ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश, जो हमेशा आकर्ष के प्रति विनम्र रहते थे, भी शाही स्तर के दिव्य अस्त्र के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाते। वे ऐसे खजाने के लिए आकर्ष पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते। आखिर आकर्ष की तुलना शाही स्तर के दिव्य अस्त्र से कैसे की जा सकती है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। आकर्ष ने शाही स्तर का दिव्य अस्त्र रहस्यमय यान 9 वाटर चेस्टनट रिंग फिर से रख दिया। उसने ये देखने के लिए उसे बाहर निकाला था कि क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया होती है। पीयूष उपनाम वाले रहस्यमय युवक ने उसे बताया था कि रहस्यमय यान 9 वाटर चेस्टनट रिंग तभी प्रतिक्रिया देगी जब रहस्यमय यान 9 वाटर चेस्टनट रिंग पास में हो। रहस्यमय यान 9 वाटर चेस्टनट रिंग शाही स्तर का दिव्य अस्त्र था, जिसे पीयूष उपनाम वाले रहस्यमय युवक ने आकर्ष को लिटिल वर्ल्ड में ढूंढने का काम सौंपा था। भाई आकर्ष, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? चार्वी ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए पूछा। वह पहले से भी ज्यादा उत्सुक लग रही थी। आप जहाँ चाहें हम जा सकते हैं। हालांकि भाई पीयूष ने कहा था कि यहाँ हर जगह खतरा मंडरा रहा है और यहाँ जिंदा रहना मुश्किल है, लेकिन ये बात सिर्फ उन पर लागू होती है जो सर्वोच्च स्वर्गीय देवताओं से कमजोर हैं। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आकर्ष ने आंखों में चमक के साथ कहा। हालांकि आकर्ष के मुंह से आह निकलने में ज्यादा देर नहीं लगी। शुरुआत में उसे राहत मिली थी जब बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों ने 9 लोगों को पहले छोटी दुनिया में स्काउट के रूप में भेजने का फैसला किया था। इससे कम बचे हुए बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्यों को बचाया जा सकता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पहले भेजे गए 9 लोग 1 महीने बाद बच जाएंगे। इसके साथ ही वह जानता था कि युवा बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य अपनी आसन मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। स्वाभाविक रूप से वह बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुखों को बताना चाहता था कि छोटी दुनिया कितनी घातक है, यहाँ तक कि एक महान व्यापक स्वर्ण दिव्य भी वहाँ जीवित नहीं रह पाएगा। हालांकि वह जानता था कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसके विपरीत वे सोचेंगे कि वह बड़ा चढ़ाकर कह रहा है ताकि वह अपने लिए और अधिक खजाने का दावा कर सके। वह सबको बता सकता था कि छोटी दुनिया में उसकी सुरक्षा का कारण चार्वी का संरक्षण था, क्योंकि वह 100 वर्ष से कम आयु की एक सर्वोच्च दिव्या थी। फिर भी एक संभावना थी कि वे उसकी बात पर विश्वास न करें। इसके अलावा इससे चार्वी खतरे में पड़ सकती थी। इन सब कारणों से वह बस कुछ नहीं बोला और घटना को घटते हुए देखता रहा। उसके पास और कुछ करने का विकल्प नहीं था। अब आकर्ष केवल यही कर सकता था कि वह चार्वी के साथ जीवित रहे और पीयूष उपनाम वाले रहस्यमय युवक की मदद करके उसे शाही श्रेणी का दिव्य हथियार रहस्यमय यान 9 जल चेस्टनट अंगूठी ढूंढने में मदद करे और देखे कि क्या वह रास्ते में खजाने और भाग्य विरासत पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होगा। अंत में आकर्ष ने चार्वी को देखा और पूछा, चार्वी, आपको क्या लगता है कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए? भाई आकर्ष, मुझे नहीं पता। चार्वी ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, जो रास्ता तुम्हें पसंद हो चुन लो, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर चलो इस तरफ चलते हैं। चार्वी ने सीधे आगे की ओर इशारा किया। ठीक है, तो हम इस तरफ चलेंगे। आकर्ष ने सिर हिलाया और उस दिशा में चलना शुरू कर दिया जिसे चार्वी ने चुना था। वे हवा में घूमते रहे, जिससे बादलों में हलचल पैदा हो गई। लगभग 15 मिनट बाद चार्वी अचानक रुक गई, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। क्या हुआ चार्वी? आकर्ष भी रुक गया और उलझन से चार्वी को देखने लगा। हालांकि उसके जवाब देने से पहले ही उसने अपना सिर उठाया और सामने की ओर देखा। उसे आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। बस एक पल में बूम बूम बूम, दूर से एक जोरदार आवाज गूंजी। आकर्ष ने बादलों की आड़ में पक्षियों के एक झुंड को उड़ते देखा। अजीब बात यह थी कि हर पक्षी एक पहाड़ी के आकार का था। सैकड़ों की संख्या में ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया हो। ये कौन सा दिव्य जानवर है? पक्षी चील जैसे दिखते थे और उनकी आंखें रक्त लाल थीं। हुश 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 हुश, उनके पंख हवा में ब्लेड की तरह चीरते हुए आकर्ष और चार्वी की ओर बढ़ रहे थे। उनके तीखे और चमकदार पंजे किसी भी चीज को चीरने में सक्षम लग रहे थे। आकर्ष ने अपनी दिव्य चेतना से तुरंत जांच की। ये पक्षी, इनमें से सबसे कमजोर पक्षी का भी पीले सूर्य स्वर्णिम आकाशीय पक्षी जैसा साधना आधार होता है। सबसे शक्तिशाली पक्षी भी नीले सूर्य स्वर्णिम आकाशीय पक्षी के बराबर होते हैं।
इनसे सीधे निपटने के लिए कम से कम बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशीय पक्षी तो होना ही पड़ेगा। स्वूश, आकर्ष कुछ कर पाता उससे पहले ही चार्वी के शरीर से बिजली की गति से एक ठंडी आभा फूट पड़ी। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया जम गई हो। जब उसे होश आया तो उसकी आभा से सभी घातक पक्षी जमकर मर चुके थे। गति के कारण पक्षियों के शव हवा में हिलते रहे। वे तभी झील में गिरने लगे जब वे आकर्ष और चार्वी से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थे। चार्वी ने पलक झपकते ही सभी पक्षियों को मार डाला, हालांकि उसने शुरू से अंत तक एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। चार्वी, अगली बार जब हमारा सामना किसी चीज से हो तो तब तक कोई कदम मत उठाना जब तक मैं उससे निपटने में असमर्थ न हो जाऊं। अपनी हालिया सफलता के बाद से मैं अपनी ताकत का परीक्षण नहीं कर पाया हूं, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं चाहती कि भाई आकर्ष थके, चार्वी ने डरते हुए मुंह बनाते हुए कहा। जब उसने आकर्ष के हाव भाव देखे तो उसे लगा कि वह नाराज है। अब फ्यूचर एड्स, चार्वी, तुमने मुझे गलत समझा है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। जब आकर्ष ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसे स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि वह सोच रही है कि वह उसे दोष दे रहा है। उसने जल्दी से फिर समझाया, मैं बस अपनी ताकत परखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हमारी रक्षा करने के लिए दोष नहीं दे रहा। सच में? चार्वी ने चमकती आंखों से आकर्ष को घूरते हुए पूछा। जरूर, आकर्ष ने जल्दी से सिर हिलाया। टकराना, तभी हवा में एक और तेज गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे झील से आ रही हो। धमाका, 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 धमाका। इसके तुरंत बाद गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला शुरू हो गई। आकर्ष नीचे से एक शक्तिशाली आभा को आसानी से महसूस कर सकता था। यह उन पक्षियों से कमजोर नहीं थी जिन्हें चार्वी ने मारा था। गर्जन, आकर्ष और चार्वी के पैरों के नीचे धुंध और बादल घूमते रहे, अंततः वे बिखर गए, जिससे पहाड़ के आकार की कई आकृतियां प्रकट हुईं। ये दिव्य प्राणी, इनमें से हर एक में नील सूर्य स्वर्ण दिव्य प्राणी जितनी ताकत है। आकर्ष ने 13 उभरते हुए प्राणियों का निरीक्षण करते हुए मन ही मन सोचा, साधारण बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य प्राणी भी इनका सामना करने को तैयार नहीं होंगे। जो कमजोर हैं, वे इन प्राणियों से टकराने पर निस्संदेह मर जाएंगे। कौन जानता था कि छोटी सी दुनिया में प्रवेश करते ही हमारा सामना इतने शक्तिशाली दिव्य प्राणियों से होगा। इस समय उनके नीचे लाल आंखों वाले विशालकाय जानवरों ने आखिरकार एक चाल चली। वाह! आकर्ष के अपने स्थान से गायब होते ही हवा चलने लगी। हुश, 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 हुश। हवा में तलवारों की चीखें गूंज उठीं। हर तरफ खून बिखर गया। पल भर में 13 दिव्य प्राणी, जो किलर व्हेल जैसे दिखते थे, जख्मों से छलनी हो गए। वाह! आधे सांस के समय में आकर्ष फिर से वहीं आ गया जहां वह पहले खड़ा था। 13 विशालकाय जानवर दहाड़ते और चीखते हुए अपनी आखिरी सांसें लेते हुए झील में गिर पड़े। झील में गिरते इन जानवरों की आवाज पक्षियों की आवाज से कहीं ज्यादा तेज थी। जानवरों को मारने के बाद आकर्ष ने पुकारा, चार्वी, चलो अपने रास्ते पर चलते हैं। आकर्ष के लिए इन दिव्य दैत्यों को मारना महान सर्वव्यापी स्वर्ण दिव्य बनने से पहले आसान होता, और अब तो पृथ्वी श्रेणी का महान सर्वव्यापी स्वर्ण दिव्य बन चुका था, तो और भी आसान। इसलिए उसने दिव्य दैत्यों को मारने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ... इस बीच बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारी अभी भी छोटी दुनिया के प्रवेश द्वार के बाहर थे। क्रैक, क्रैक, क्रैक। इस पल सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके हाव भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया। ये सब अभी अभी सुनाई दी 3 चटक आवाजों की वजह से था। उन्होंने देखा कि 9 आत्मा मोतियों में से 3, जो 9 बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशियों के थे, जिन्हें सबसे पहले भेजा गया था, टूट गए। वह आत्मा मोती 3 वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स के हैं, जिनकी उम्र 100 वर्ष से कम है, जो बंजर भूमि ग्रैंड प्रतियोगिता के बाद 1000 मकड़ियों के सेलेस्टियल संप्रदाय में शामिल हो गए थे। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों ने प्रत्येक ने 100 वर्ष से कम आयु के 3 बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्यों को छोटी दुनिया में प्रवेश करने के लिए भेजा था। ये 3 टूटे हुए आत्मा मोती उन तीनों के थे जिन्हें 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय ने भेजा था। ये देखकर 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग आपस में विचार विमर्श करने लगे। वे सभी ताई दिव्य संप्रदाय और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के लोगों को चुपके से ऐसे देख रहे थे मानो उनके लोगों ने सचमुच 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय के लोगों को मार डाला हो। क्या हुआ? क्या ये संयोग है? लेकिन क्या यह अजीब नहीं है कि मरने वाले सभी लोग हमारे 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय से थे? सचमुच यह अजीब है। क्या ये संभव है कि उनमें से 9 को एक ही खजाना या संयोगवश विरासत मिली हो और वे उसके लिए लड़ पड़े हों? हो सकता है कि 2 समूहों ने मिलकर तीसरे समूह को मार डाला हो।
आप कह रहे हैं कि ताइई सेलेस्टियल संप्रदाय और मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के 6 वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स ने हमारे 1000 मकड़ियों के सेलेस्टियल संप्रदाय के 3 वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स को मारने के लिए एक साथ काम किया। हाँ, ताइई दिव्य संप्रदाय के पूर्व वामपंथी संरक्षक और वर्तमान सर्वोच्च बुजुर्ग रुद्रसेन ने अपने आसपास हो रही चर्चा सुनकर उपहास किया। जब तुम्हारे पास अपनी बात का कोई सबूत न हो तो बकवास मत करो। आखिरकार हो सकता है कि 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय के तीनों लोग सचमुच बदकिस्मत रहे हों कि एक ही समय पर मर गए। 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग चुप हो गए क्योंकि वे रुद्रसेन की बातों का खंडन नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उनके पास अपनी बातों के समर्थन में कोई सबूत भी नहीं था। ... समय चुपचाप बीतता गया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। पिछले 15 दिनों से 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय के वरिष्ठ लोग ताइई दिव्य संप्रदाय और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के 100 वर्ष से कम आयु के बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्यों की मृत्यु की आशंका कर रहे थे। उनके लिए यह एक झटका था कि अन्य 2 संप्रदायों के 6 युवा महाशक्तियां अभी भी जीवित थीं। आखिरकार वे जितनी देर वहां रहे और साथ ही ये तथ्य कि उन्हें सबसे पहले भेजा गया था, उन्हें उतना ही लाभ हुआ। युवा महाशक्तियों को अब तक कई खजाने मिल गए होंगे। ये भी संभव था कि उन्हें एक राजा श्रेणी का दिव्य अस्त्र भी मिल गया हो। धिक्कार है, ताइई दिव्य संप्रदाय और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के 6 बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य, जिन्हें हमने सबसे पहले भेजा था, अभी भी जीवित हैं। वे अब 1.5 महीने से अधिक समय से वहां हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने बहुत सारे खजाने ढूंढ लिए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनमें से किसी को किंग ग्रेड दिव्य हथियार मिला है। एक राजा स्तर का दिव्य हथियार? असंभव। राजा स्तर के दिव्य हथियार इतने कीमती होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये किसी दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी सी दुनिया में भी हर जगह पड़े होंगे। मैं सहमत हूँ। अचानक ताइई दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उनकी हथेली पर एक नया टूटा हुआ आत्मा मोती दिखाई दिया। विपुल मर चुका है। ताइई दिव्य संप्रदाय के एक अन्य बुजुर्ग ने आंखें फाड़कर पूछा, विपुल, क्या ये वही युवक नहीं है जिसे आपने 2 महीने पहले शिष्य के रूप में स्वीकार किया था? हाँ, ताइई दिव्य संप्रदाय के पहले बुजुर्ग, जिन्होंने बात की थी, ने सिर हिलाया। जैसे जैसे उन्होंने कहा, उनका चेहरा और भी उदास होता गया। उसे अपना शिष्य स्वीकार करने के बाद मैंने उसका आत्मा मोती मांगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटी दुनिया में प्रवेश करने के 2 हफ्ते बाद ही मर जाएगा। हालांकि वह उन 9 बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्यों जितना शक्तिशाली नहीं था जिन्हें हमने पहले भेजा था, फिर भी उसकी शक्ति को सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है। ताइई दिव्य संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग ने चौंक कर बुदबुदाया, लगता है इस छोटी सी दुनिया में ताकत ही सब कुछ नहीं है। किस्मत भी बहुत मायने रखती है। आखिरकार विपुल से कमजोर कई लोग अभी भी जिंदा हैं। इस समय मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह जरूरी नहीं कि सच हो। आखिरकार हमारे पास वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स के सभी आत्मा मोती नहीं है जो बाद में गए। हम ये भी नहीं जानते कि वे मर चुके हैं या नहीं। यद्यपि 100 वर्ष से कम आयु के बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्यात्माएं बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में शामिल हो गए थे, फिर भी केवल कुछ ही संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के शिष्यों के रूप में स्वीकार किए गए। उनमें से अधिकांश, जिन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, भविष्य में संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के शिष्य बनने के लिए अपनी पहचान बनाने हेतु केवल बेहतर साधना वातावरण और संसाधनों पर ही निर्भर रह सके। इस कारण 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकारियों के पास इन युवा महाशक्तियों के आत्मिक मोती नहीं थे। जो भी हो, ताइई दिव्य संप्रदाय से किसी की मृत्यु हो गई है। 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग ताइई दिव्य संप्रदाय से किसी की मृत्यु की खबर सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वे ताइई दिव्य संप्रदाय के दुर्भाग्य का ज्यादा देर तक आनंद ले पाते, 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के एक और बुजुर्ग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह डर के मारे चिल्लाया, लवनीश। उसकी हथेली पर एक टूटा हुआ आत्मा मोती भी दिखाई दे रहा था। जाहिर था कि लवनीश उसका शिष्य था। लवनीश। पब फ्यूचर एड्स। लवनीश। क्या लवनीश बंजर भूमि महाप्रतियोगिता में बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशियों में 11वें स्थान पर नहीं है? वह काफी शक्तिशाली है, फिर भी उसकी भी मृत्यु हो गई। लवनीश विपुल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। छोटी दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक खतरनाक है। यहाँ तक कि एक बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशीय प्राणी के भी वहाँ जीवित बचे रहने की गारंटी नहीं है। एक और बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्य प्राणी की मृत्यु के साथ बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के चेहरे पर उदासी छा गई। इस समय उन्हें अंततः एहसास हुआ कि यह छोटी सी दुनिया कितनी खतरनाक और घातक थी। 15 दिन और बीत गए।
देवता लोकों में रहने वालों के लिए ये समय पलक झपकते ही बीत गया। पिछले 15 दिनों में बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों ने अधिक से अधिक बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्यों को खो दिया था। हालांकि 9 में से 6 बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य, जिन्हें सबसे पहले भेजा गया था, अभी भी जीवित थे। हर कोई बीच बीच में हवा में मंडरा रहे 6 बचे हुए आत्मा मोतियों पर नजर डाल लेता था। अचानक दरार हवा में एक तीखी आवाज गूंजी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए कांप उठे, फिर एक साथ उन आत्मा मोतियों की ओर देखने लगे। एक आत्मा मोती टूट गया था। यह मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय से कोई है। इससे पहले कि कुछ और कहा जा सके, दरार 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 दरार, हवा में फिर से 4 तीखी चटकने की आवाजें गूंज उठीं। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के एक अन्य वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल और ताई सेलेस्टियल संप्रदाय के 3 वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल के आत्मा मोती बिखर गए थे। वर्तमान में उन 9 लोगों में से जिन्हें सबसे पहले लिटिल वर्ल्ड में भेजा गया था, केवल एक व्यक्ति, जो मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय से था, अभी भी जीवित था। क्या हो रहा है? मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के सभी लोग संप्रदाय के नेता प्रताप सिंह को छोड़कर भयभीत दिखे। इस समय वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स के अलावा, जिनके सोल पर्स उनके पास नहीं थे, लिटिल वर्ल्ड में भेजे गए वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स में से एक को छोड़कर बाकी सभी मर चुके थे। एकमात्र शेष आत्मा मोती तेजस प्रकाश का है, जो उड़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य से वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल है। ताई दिव्य संप्रदाय के पूर्व वाम संरक्षक और वर्तमान सुप्रीम एल्डर रुद्र सिंह ने कहा। ताई दिव्य संप्रदाय के लोग अपना संयम खो बैठे। उन्होंने छोटी दुनिया में जितने भी बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य भेजे थे, वे सभी मर चुके थे। दूसरी ओर मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के पास अभी भी एक बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य था। सब मर गए। क्या हो रहा है? इतने सारे बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्य प्राणियों की मृत्यु के बाद बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के लोगों को आखिरकार एहसास हुआ कि छोटी दुनिया कितनी खतरनाक है। अगर उन्हें ये पहले पता होता, तो वे बचे हुए 100 साल से कम उम्र के बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्य प्राणियों को छोटी दुनिया में घुसने ही नहीं देते। वर्तमान में एकमात्र ज्ञात वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल जो जीवित है, वह सोआरिंग ड्रैगन सेलेस्टियल किंगडम से तेजस प्रकाश है। मुझे लगता है कि अन्य वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स, जिनका सोल पल हमारे पास नहीं है, संभवतः वे भी मर चुके हैं। मैं सहमत हूँ। अगर वे अभी भी जिंदा भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वे ज्यादा समय तक ऐसे ही रहेंगे। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि छोटी दुनिया इतनी खतरनाक होगी कि बैंगनी सूर्य स्वर्ण आकाशीय जीव भी वहां जीवित नहीं रह सकेंगे। काश हमने पहले 9 वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स के लिटिल वर्ल्ड का पता लगाने के लिए और अधिक समय तक इंतजार किया होता, उसके बाद ही अन्य को भेजा जाता। अब हमने 100 वर्ष से कम आयु के सभी प्रतिभाशाली वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स को खो दिया है। नहीं, उनके लिए छोटी दुनिया का पता लगाने के लिए 1 महीने से अधिक का समय पर्याप्त होना चाहिए। किसी को नहीं पता था कि यह इतना घातक होगा। सौभाग्य से बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य अभी भी जीवित हैं। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारी आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, तभी उनकी नजर अपने अपने संप्रदाय के नेताओं पर पड़ी। संप्रदाय के नेताओं के बगल में 2 आत्मिक मोती मंडराते हुए दिखाई दिए। ये आत्मिक मोती उन महान व्यापक स्वर्णिम दिव्यों के थे जिनकी आयु 100 वर्ष से कम थी और जिन्हें उन्होंने लघु लोक में भेजा था। चूंकि बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के 100 वर्ष से कम आयु के महान व्यापक स्वर्णिम दिव्यात्माओं के आत्मा मोती अभी भी बरकरार थे, इसका मतलब था कि वे घायल होने के बावजूद अभी भी जीवित थे। इस समय मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय और थाउजेंड स्पाइडर्स सेलेस्टियल संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारी ताई सेलेस्टियल संप्रदाय के संप्रदाय नेता भद्रेश के पास आत्मा मोती को देख रहे थे। ताई दिव्य संप्रदाय के महान व्यापक स्वर्ण दिव्य और उनके प्रमुख दिव्य कीमियागर आकर्ष अभी भी जीवित हैं। भद्रेश के बाईं ओर 2 आत्मा मोती थे और उसके बाईं ओर 1। उसके दाईं ओर के 2 आत्मा मोती 100 वर्ष से कम आयु के 2 महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्यों के थे, जो बंजर भूमि महाप्रतियोगिता के बाद ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल हो गए थे, और उसके बाईं ओर का आत्मा मोती आकर्ष का था। महान व्यापक स्वर्णिम आकाशीय के रूप में वे स्वाभाविक रूप से बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशीय से अधिक शक्तिशाली हैं। सिर्फ इसलिए कि बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशीय वहां जीवित नहीं रह सके, इसका मतलब यह नहीं है कि महान व्यापक स्वर्णिम आकाशीय नहीं बचेंगे। ये सही है, एक बैंगनी सूर्य स्वर्ण आकाशीय की ताकत एक महान व्यापक स्वर्ण आकाशीय की ताकत के बराबर नहीं है। वे स्थान जहां महान व्यापक स्वर्ण आकाशीय स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, वे स्थान बैंगनी सूर्य स्वर्ण आकाशीय को मार सकते हैं। हाँ, हालांकि हमारे द्वारा भेजे गए लगभग सभी बैंगनी सूर्य स्वर्ण आकाशीय जीव मर चुके हैं, लेकिन संभावना है कि लिटिल वर्ल्ड महान व्यापक स्वर्ण आकाशीय जीवों के लिए कोई खतरा नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने वहां कितने खजाने पाए हैं।
इस तथ्य को कड़वाहट से स्वीकार करने के बाद कि छोटी दुनिया में प्रवेश करने वाले लगभग सभी बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य प्राणी मर चुके हैं, बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारी छोटी दुनिया में महान सर्वव्यापी स्वर्ण दिव्य प्राणियों की फसल की प्रतीक्षा करने लगे। इस समय उन्होंने अपनी सारी आशाएं महान सर्वव्यापी स्वर्ण दिव्य प्राणियों पर लगा दी थीं। ... छोटी सी दुनिया के अंदर एक पर्वत श्रृंखला की शांति एक विस्फोट से भंग हो गई। हर तरफ आग की लपटें भड़क उठी मानो पहाड़ ज्वालामुखी हों। पहले हरा भरा पहाड़ झुलस गया, बस आग की लपटें और हवा में फैली धुएं की गंध ही बची थी। शुक्रिया। लाल रंग की तपती पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक भावशून्य काले कपड़े पहने युवक ने एक खूबसूरत महिला को धन्यवाद दिया। इस समय उसकी आंखों में एक गहरा डर साफ दिखाई दे रहा था। उस महिला ने एक पतला सफेद वस्त्र पहना हुआ था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसे स्वयं ईश्वर ने गढ़ा हो। हर पुरुष उसे पहली नजर में ही मोहित हो जाता। वह आकर्षक लग रही थी, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर एक मासूमियत भी थी जो उसे एक भोली भाली युवती जैसा बना रही थी। यह मेल उसे और भी आकर्षक बना रहा था। काले वस्त्र पहने युवक की कृतज्ञता के प्रति वह उदासीन रही। पल भर में वह बैंगनी वस्त्र पहने युवक के पास लौट आए। मुझे धन्यवाद मत दो। अगर तुम्हें किसी को धन्यवाद देना ही है तो भाई आकर्ष को धन्यवाद दो। उन्होंने ही मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहा था। सफेद वस्त्रधारी महिला की बातें सुनकर काले वस्त्रधारी युवक ने बैंगनी वस्त्रधारी युवक की ओर नजर घुमाई। चेहरे पर भावशून्यता के बावजूद उसकी आंखों में कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, आकर्ष, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अगर मैं तेजस प्रकाश इससे बच गया तो मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। अपनी बात खत्म करते ही वह बैंगनी वस्त्रधारी युवक के जवाब का इंतजार किए बिना ही वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। बैंगनी वस्त्र पहने वह युवक कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। तेजस प्रकाश को जाते हुए देखकर उसने झट से कहा, अगर तुम इस छोटी सी दुनिया से जिंदा निकलना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम हमारे पीछे आओ। ये छोटी सी दुनिया, मैं आपकी याद दिलाने के लिए आभारी हूँ। उसके शब्दों के बावजूद तेजस प्रकाश आकर्ष की बातें सुनकर बस कुछ देर के लिए रुका। उसने आकर्ष को अपनी बात पूरी करने का भी मौका नहीं दिया और उड़ गया। पलक झपकते ही वह आकर्ष की आंखों के सामने से ओझल हो गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसकी गति आकर्ष के लिए बहुत तेज थी, बल्कि वह इसलिए गायब हुआ था क्योंकि उसने लिटिल वर्ल्ड में परिवहन संरचना को सक्रिय कर दिया था जो उसे लिटिल वर्ल्ड में एक बेतरतीब जगह पर भेज देती। इससे आकर्ष के लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता। वह चला गया। आकर्ष के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए जब उसने देखा कि तेजस प्रकाश उसकी बात पूरी होने से पहले ही चला गया था। इस समय वह जानता था कि तेजस प्रकाश का उस छोटी सी दुनिया से जिंदा बच निकलना नामुमकिन है। भाई आकर्ष, हमारा प्रयास उस पर व्यर्थ हो गया, चार्वी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हमने जो कर सकते थे वो किया, बाकी सब उस पर है। चूंकि हम उससे टकरा गए थे इसलिए हम उसे मरते हुए यूं ही नहीं देख सकते। जहां तक उसकी इच्छा का सवाल है, हम उसे हुक्म नहीं दे सकते। आकर्ष ने सिर हिलाया और कहा, अगर हम उसे अभी बचाना भी चाहें तो भी हम उसे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। आकर्ष और चार्वी उसी क्षण पहुंच गए थे जब पर्वत श्रृंखला में विस्फोट हुआ था। उन्होंने तेजस प्रकाश और अन्य 5 बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्य प्राणियों को खतरे में देखा। हालांकि वे थोड़ी देर से पहुंचे थे, वे अन्य 5 बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्य प्राणियों को नहीं बचा सके। वे केवल तेजस प्रकाश को बचा पाए जो उनके सबसे करीब खड़ा था। अन्य 5 अग्नि की भेंट चढ़ गए। अग्नि में पीले रंग की महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य शक्ति का बल था, इसलिए तेजस प्रकाश और 5 बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्य शक्तियों के लिए इससे बचाव करना असंभव था। आकर्ष ने सोचा था कि तेजस प्रकाश उसे और चार्वी को बचाने के बाद उसका पीछा करेगा। अगर ऐसा होता तो तेजस प्रकाश के पास इस जगह से जिंदा निकलने का मौका होता। हालांकि वह तेजस प्रकाश को अच्छी तरह नहीं जानता था, लेकिन उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। चूंकि वे एक दूसरे से मिले थे इसलिए वह तेजस प्रकाश को इस जगह से जिंदा निकलने में मदद करने को तैयार था। कौन जानता था कि तेजस प्रकाश छोटी दुनिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले ही चले जाएंगे। हाँ, आकर्ष की बात सुनकर चार्वी ने सिर हिलाया। हालांकि ये निश्चित नहीं था कि वह उसकी बात समझ पाए है या नहीं। कुछ ही देर बाद आकर्ष और चार्वी ने परिवहन संरचना को सक्रिय कर दिया और वहां से चले गए। जब वे पुनः प्रकट हुए तो उन्होंने खुद को एक ऐसे असीम रेगिस्तान में पाया जो उस समय रेत के तूफानों की झड़ी से त्रस्त था। सबसे कमजोर तूफान की शक्ति नील सूर्य स्वर्ण आकाशीय के बराबर थी, जबकि सबसे शक्तिशाली तूफानों की शक्ति पीले रंग के महान व्यापक स्वर्ण आकाशीय के बराबर थी। स्वाभाविक रूप से इन तूफानों से आकर्ष और चार्वी को कोई खतरा नहीं था।
आकर्ष ने अपना हाथ उठाया और शाही दर्जे का दिव्य अस्त्र रहस्यमय ये 9 वाटर चेस्टनट रिंग निकाल लिया। जब उसने देखा कि उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो उसने निराशा से आह भरी और उसे रख दिया। अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। पता चला कि रहस्यमय ये 9 वाटर चेस्टनट रिंग को ढूंढना आसान नहीं है। भाई आकर्ष, रेगिस्तान के नीचे एक बड़ा आदमी छिपा हुआ है। चार्वी की आवाज हवा में गूंज उठी, ठीक उसी समय जब आकर्ष ने रहस्यमय यान 9 वाटर चेस्टनट रिंग को दूर रख दिया। एक बड़ा आदमी। आकर्ष थोड़ा हैरान हुआ। हुश 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 हुश। चार्वी के हमले के साथ ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। ऐसा लग रहा था मानो हजारों बर्फ के अजगर जमीन को चीरते हुए निकल रहे हों। रेगिस्तान शांत हो गया। 3 सांसों के बाद जमीन हिलने और गड़गड़ाने लगी। आकर्ष ने देखा कि उसके नीचे रेत हिल रही थी, मानो कोई शक्तिशाली भूकंप आया हो। उसी समय रेगिस्तान के नीचे से एक क्रोधित चीख हवा में गूंज उठी। यह आ रहा है, चार्वी ने कहा। उसकी नजरें कांपती जमीन पर टिकी थीं। भाई आकर्ष, सावधान रहना। इस बड़े आदमी में तुम्हारे जैसे पृथ्वी श्रेणी के महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य की शक्ति है। पृथ्वी श्रेणी का महान सर्वव्यापी स्वर्णिम आकाशीय। चार्वी के शब्द सुनकर आकर्ष की आंखें चमक उठीं। अब तक उनका सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी केवल पीले श्रेणी के महान सर्वव्यापी स्वर्णिम आकाशीय से ही तुलनीय था। ऐसे प्रतिद्वंद्वी से बिना पसीना बहाए निपटना उसके लिए आसान था। बूम बूम बूम। अचानक हवा में जोरदार गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई दानव चल रहा हो। आकर्ष ने एक विशालकाय पत्थर का आदमी देखा जो काले और चमकदार पत्थरों से बना हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की झलक दिख रही थी, मानो वह दिखने में भी संवेदनशील हो। गर्जन। पत्थर का आदमी दहाड़ा जब उसने आकर्ष और चार्वी की ओर देखा जो आकाश में मंडरा रहे थे। टकराना। गुस्से से चीखने के बाद पत्थर का आदमी आसमान में उड़ गया और उसके पीछे रेत और कंकड़ उड़ गए। वह बेहद खतरनाक लग रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ आगे की ओर झुलाने से पहले उठाया। वाह! पत्थर के आदमी की दिव्य उत्पत्ति ऊर्जा एक क्रोधित अजगर की तरह आकर्ष की ओर बढ़ी, जिससे हवा में अशांति पैदा हो गई। इस पत्थर के आदमी का एक साधारण सा घूंसा किसी पृथ्वी श्रेणी के महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य के प्रहार के बराबर है। इसके अलावा इसमें दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं की गहनता समाहित है। एक दिव्य राजा द्वारा छोड़ा गया ये छोटा सा संसार वास्तव में अद्भुत है। पत्थर के आदमी की शक्ति देखकर आकर्ष ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उसने अपनी दिव्य क्षमताओं और सर्वोच्च तलवार दाव मानसिक साधना पद्धति के सर्वोच्च चरण संप्रभु हृदय तलवार का प्रयोग किया, उसकी दिव्य मूल ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसने अपनी दिव्य मूल ऊर्जा से तलवार बनाकर पत्थर के आदमी के घूंसे से अपना बचाव किया। स्वूश 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 स्वूश। आकर्ष की दिव्य उद्गम ऊर्जा ने एक तलवार का समूह बनाया और तलवारों की वर्षा की तरह बरस पड़ी। वह पत्थर के आदमी के दाहिने हाथ पर ऐसे गिरी मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। इसकी ताकत के आधार पर मैं अपने दिव्य हथियार का उपयोग किए बिना इसे हराने में सक्षम हो सकता हूँ। आकर्ष ने उदासीनता से अपने मन में सोचा जब उसने अपनी तलवार को पत्थर के आदमी के दाहिने हाथ पर गिरते देखा। हालांकि इस क्षण आकर्ष की आंखों के सामने एक चौंकाने वाला दृश्य उभर आया। पत्थर के आदमी के दाहिने हाथ से एक चकाचौंध कर देने वाली फिरोजा रोशनी चमकने लगी और उसकी दिव्य मूल ऊर्जा के साथ मिलकर एक और भी शक्तिशाली हमला करने लगी। ये हमला आकर्ष के हमले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। फिरोजा ऊर्जा के पत्थर के आदमी की दिव्य मूल ऊर्जा के साथ विलीन होने के बाद उसकी शक्ति एक भयानक स्तर तक बढ़ गई। जैसे ही उसका हमला तेजी से आगे बढ़ा, उसने आकर्ष की तलवार संरचना को आसानी से निष्क्रिय कर दिया और बिना किसी रुकावट के आकर्ष की ओर बढ़ता रहा। धिक्कार है। जब आकर्ष ने देखा कि उसकी तलवार संरचना कुचल दी गई है तो उसे देर से एहसास हुआ कि वह लापरवाह था। उसके हाव भाव एकदम बदल गए। हालांकि अब देवता कलाकृति 7 छिद्रों वाली उत्तम तलवार का इस्तेमाल करने में बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास पत्थर के आदमी के हमले को रोकने का समय नहीं था। मैं लापरवाह था। आकर्ष ने मन ही मन आह भरी। 7 छिद्रों वाली उत्तम तलवार इस्तेमाल करने के विचार को खारिज कर दिया। खैर, वह चिंतित या बेचैन नहीं लग रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसे कोई खतरा नहीं है। भाई आकर्ष, चार्वी चिल्लाए। उसके शरीर से एक बर्फीली ऊर्जा तरंगित होने लगी। इस समय वह बर्फ की रानी जैसी लग रही थी। बर्फ से बनी असंख्य कृपाण किरणों ने जाल बुनकर आकर्ष को ढाल दिया। धमाका। पत्थर वाले आदमी का दाहिना हाथ हिंसक रूप से तलवार के जाल पर टूट पड़ा, लेकिन इससे तलवार का जाल केवल थोड़ा सा कांप उठा। अगले ही पल कृपाण जाल नीली रोशनी से चमक उठा, जिसकी तीव्रता समय के साथ बढ़ती गई। अंततः उसने फिरोजी रोशनी की चमक को पार कर लिया और फिरोजी रोशनी को ढक दिया।
गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हवा में भूकंप जैसी आवाजें गूंजने लगीं। नीली रोशनी गायब हो गई और हजारों टुकड़ों में कटा हुआ पत्थर का आदमी दिखाई देने लगा। जैसे जैसे काले पत्थर टूटते गए, उनके नीचे मांस और खून दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर का आदमी पूरी तरह से पत्थर का नहीं बना था। काले पत्थरों के नीचे ये साफ था कि वह मांस और खून से बना था। मांस और अंतड़ियों के हजारों टुकड़े जमीन पर गिरने से पहले हवा में उड़ गए। हवा का एक झोंका आया और रेत उड़ गई। ज्यादा देर नहीं लगी जब वे शांत हो गए और शांति बहाल हो गई। इस समय आकर्ष और चार्वी का ध्यान उस स्थान पर केंद्रित था जहां पत्थर का आदमी पहले खड़ा था। एक फिरोजा रंग का लंबा कोड़ा हवा में मंडरा रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसकी रोशनी मंद होती जा रही थी। कुछ ही पलों में रोशनी लंबे कोड़े में विलीन हो गई और फिर लंबा कोड़ा हवा से नीचे गिरने लगा। वाह! चार्वी ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके लंबा कोड़ा आकर्ष की ओर खींचा। भाई आकर्ष, यह कोई दिव्य अस्त्र होना चाहिए, है ना? आकर्ष ने लंबे चाबुक को हाथ में लिया और उसे गौर से देखा। वह लगभग 3 मीटर लंबा था और छूने पर ठंडा लग रहा था। उसे यकीन नहीं था कि वह किस चीज से बना है। फिर भी उसने उसकी आभा को महसूस करने से उसे नहीं रोका। सचमुच वह एक दिव्य अस्त्र था, और तो और वह एक राजा स्तर का दिव्य अस्त्र था। एक राजा ग्रेड दिव्य हथियार। इससे पहले आकर्ष ने एक राजा श्रेणी के दिव्य अस्त्र को छुआ था। ये करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय का विश्व शोधक अश्वपूंछ वाला शस्त्र था। ये संप्रदाय के 3 रक्षक दिव्य अस्त्रों में से एक था। लंबे चाबुक की आभा लगभग विश्व शुद्धिकरण करने वाले घोड़े की पूंछ वाले चाबुक जैसी ही थी, और यह रहस्यमय यान नोजल चेस्टनट अंगूठी से थोड़ी कमजोर थी। इस आधार पर आकर्ष को यकीन था कि यह लंबा चाबुक एक राजा श्रेणी का दिव्य अस्त्र था। पहले पत्थर आदमी की ताकत आसमान छू रही थी क्योंकि उसने इस राजा स्तर के दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल किया था। जिस तरह से वह अपनी मुट्ठी घुमाता था, वह वैसा ही था जैसे कोई लंबा चाबुक चलाता है। आकर्ष को ठीक ठीक समझ आ गया कि वह पहले इतनी कमजोर स्थिति में क्यों आ गया था। पत्थर आदमी की साधना का आधार उसके साधना आधार के समान था, और उसकी दिव्य विधि और दिव्य क्षमताएं भी उससे कमतर नहीं थीं। इसके अलावा उसके पास एक राजा स्तर का दिव्य अस्त्र था। यह स्वाभाविक ही था कि पत्थर आकर्ष से ज्यादा शक्तिशाली था, जिसने अपने दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से उसके अन्य दिव्य अस्त्र पत्थर आदमी के सामने बेकार होते। केवल देवता कलाकृति 7 छिद्रों वाली उत्तम तलवार, जो एक ड्यूक स्तर के दिव्य अस्त्र के बराबर थी, ही उसे पत्थर आदमी को हराने में सक्षम बना सकती थी। हालांकि हमने पहले कुछ खजाने हासिल किए थे, लेकिन सबसे कीमती केवल ड्यूक ग्रेड दिव्य हथियार हैं। कौन जानता था कि पत्थर के आदमी को नष्ट करने से हमें एक राजा ग्रेड दिव्य हथियार मिलेगा, आकर्ष ने खुद से कहा, क्योंकि वह अपने हाथ में लंबे चाबुक को घूर रहा था। इस छोटी सी दुनिया में राजा ग्रेड दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए हमें इस तरह के एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी को हराना पड़ा। मुझे डर है कि अन्य 6 महान व्यापक स्वर्ण दिव्य किसी भी राजा ग्रेड दिव्य हथियार को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। 100 साल से कम उम्र के 6 महान व्यापक स्वर्ण दिव्य केवल पीले श्रेणी के महान व्यापक स्वर्ण दिव्य थे। हालांकि उन्हें बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों द्वारा ड्यूक श्रेणी के दिव्य हथियार दिए गए थे, फिर भी उनकी ताकत राजा श्रेणी के दिव्य हथियार वाले पृथ्वी श्रेणी के महान व्यापक स्वर्ण दिव्य से बहुत दूर थी। राजा श्रेणी के दिव्य हथियार वाले को उन्हें मारने के लिए केवल एक बार की आवश्यकता थी। अफसोस की बात है कि यह राजा स्तर का दिव्य अस्त्र तलवार नहीं है। यह मेरे किसी काम का नहीं है। इसकी तुलना में मैं जिस ड्यूक स्तर के दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 7 छिद्रों वाली उत्तम तलवार, वह मेरे लिए ज्यादा उपयोगी है। आकर्ष ने अपना सिर हिलाया और लंबा कोड़ा चार्वी को थमाते हुए कहा, चार्वी, इसे ले लो। मेरी दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं तलवार पर आधारित हैं, जबकि तुम्हारी विधियों में हथियारों के मामले में कोई सीमाएं नहीं हैं। ये लंबा चाबुक एक राजा श्रेणी का दिव्य अस्त्र है। चार्वी अब पहले जैसी अनजान नहीं रही। वह जानती थी कि राजा श्रेणी का दिव्य अस्त्र कितना शक्तिशाली होता है। उसने खुशी खुशी उस लंबे चाबुक को अपने हाथों में लिया और बार बार उसका अध्ययन किया। चार्वी की मां द्वारा उसके लिए छोड़े गए दिव्य क्रिस्टल के आधार पर चार्वी के पास कोई असाधारण अस्त्र होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि अजीब बात यह है कि उसकी मां ने उसके लिए कोई उच्च श्रेणी का दिव्य अस्त्र नहीं छोड़ा था। एक पल बाद चार्वी की नजरें लंबे चाबुक और आकर्ष पर घूम गईं। उसके चेहरे पर एक संशयी भाव साफ दिखाई दे रहा था जब उसने पूछा, भाई आकर्ष, क्या ये राजा श्रेणी का दिव्य अस्त्र सचमुच तुम्हारे लिए बेकार है? तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा कि तुम इसे मुझे दे सको, है ना? चार्वी, भले ही मैं इस राजा स्तर के दिव्य हथियार का उपयोग कर सकूं, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सोचो कि यह तुम्हारी ताकत को कितना बढ़ा देगा।
आकर्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसके साथ इस छोटी सी दुनिया में अन्य राजा स्तर के दिव्य हथियार प्राप्त करने में मेरी मदद करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, चार्वी जरूर भाई आकर्ष को किंग ग्रेट दिव्य तलवार प्राप्त करने में मदद करेगी, चार्वी ने उत्साह से कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। ... पलक झपकते ही उस दिन से 6 महीने बीत गए जब तेजस प्रकाश और 8 वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल्स ने पहली बार लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश किया था। पापा, लिटिल वर्ल्ड के प्रवेश द्वार के पास एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी, जिसने बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। एक और आत्मा मोती टूट गया। क्या ये तेजस प्रकाश का आत्मा मोती है? उनमें से ज्यादातर, जिनमें मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के लोग भी शामिल थे, सोच रहे थे कि जो आत्मा मोती टूटा था वह तेजस प्रकाश का था। जब उन्हें पता चला कि तेजस प्रकाश का आत्मा मोती तो बरकरार था, तो वे चौंक गए। तेजस प्रकाश का आत्मा मोती बरकरार है? हाँ, ये कैसे संभव है? अगर उसका सोल पल ठीक है तो फिर किसका? बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुखों के पास रखे 6 आत्मिक मोतियों की ओर देखते ही उनकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास भर गया। ये आत्मिक मोती उन 6 महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्यों के थे जिनकी आयु 100 वर्ष से कम थी और जिन्हें उन्होंने छोटी दुनिया में भेजा था। इस क्षण उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि 6 आत्मिक मोतियों में से एक टूट गया था। ये युवराज है। युवराज मर गया। वह हमारे द्वारा भेजे गए 6 महान व्यापक स्वर्णिम आकाशियों में से एक सबसे शक्तिशाली है। वह कैसे मरा हो सकता है? मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों के चेहरे तब बदल गए जब उन्होंने देखा कि युवराज का आत्मा मोती, जो उन 2 महान व्यापक स्वर्णिम दिव्यों में से एक था जिन्हें उन्होंने छोटी दुनिया में भेजा था, चकनाचूर हो गया था। युवराज उन दोनों में से अधिक शक्तिशाली था जिन्हें उन्होंने छोटी दुनिया में भेजा था। इस समय मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख प्रताप सिंह के पास केवल 2 आत्मा मोती ही मंडरा रहे थे। वह इससे बहुत परेशान था। आखिरकार बाकी बचा हुआ आत्मा मोती एक साधारण वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल का था। उसके विचार से अगर तेजस प्रकाश अभी भी जीवित होता तो भी उसकी मृत्यु बस समय की बात थी। संभावना थी कि तेजस प्रकाश अपने अंतिम चरण में था। आखिरकार लिटिल वर्ल्ड में इतना खतरा था कि मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के महान व्यापक गोल्डन सेलेस्टियल में से एक की भी मृत्यु हो गई थी। खजाने प्राप्त करना तो दूर की बात है, अगर तेजस प्रकाश, एक वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल, लिटिल वर्ल्ड से जीवित बच निकलता तो यह एक चमत्कार होता। यद्यपि ताइगी सेलेस्टियल संप्रदाय और 1000 मकड़ियों सेलेस्टियल संप्रदाय से 100 वर्ष से कम आयु के किसी भी महान ओवरआर्चिंग गोल्डन सेलेस्टियल की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के महान ओवरआर्चिंग गोल्डन सेलेस्टियल युवराज की मृत्यु की खोज की तो वे चिंतित हो गए। क्या एक महान स्वर्णिम आकाशीय प्राणी भी वहां मर गया? युवराज उन 2 महान स्वर्णिम दिव्यों में से अधिक शक्तिशाली है जिन्हें मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय ने वहां भेजा था। यहाँ तक कि युवराज भी मर गया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य महान स्वर्णिम आकाशीय भी खतरे में हैं? बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों का मानना था कि छोटी दुनिया एक जाल थी। ये छोटा सा संसार जो एक दिव्य राजा द्वारा छोड़ा गया है, महान व्यापक स्वर्णिम दिव्यों के लिए खतरनाक है। फिर दिव्य राजा ने ये छोटा सा संसार क्यों बनाया? क्या ये सिर्फ एक जाल है? मुझे भी ऐसा ही संदेह है। एक छोटी सी दुनिया जिसमें सिर्फ 100 साल से कम उम्र के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है, लेकिन महान व्यापक स्वर्णिम दिव्यात्माओं के लिए भी जानलेवा है। अगर यह कोई जाल नहीं है तो दिव्य राजा का हास्यबोध जरूर विकृत होगा। अगर हमें इस बारे में पता होता तो हम इस छोटी सी दुनिया को अकेला छोड़ देते। 100 साल से कम उम्र के शक्तिशाली लोगों को खोजने के लिए बंजर भूमि में इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? ये सच नहीं हो सकता, 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने कहा। हालांकि एक महान सर्वव्यापी स्वर्ण दिव्य की मृत्यु हो गई है, ये संभव है कि उसे किसी दुर्गम बाधा का सामना करना पड़ा हो। अगर अन्य महान सर्वव्यापी स्वर्ण दिव्य को किसी दुर्गम बाधा का सामना नहीं करना पड़ता तो इस बात की प्रबल संभावना है कि वे बच जाएंगे। दुर्गम बाधाएं। कुछ दिव्य राजा अपनी बनाई छोटी सी दुनिया में दुर्गम बाधाएं छोड़ना पसंद करते हैं। ताकत के अलावा भाग्य भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगर ऐसा है तो फिर संभावना है कि बाकी लोग बच जाएंगे, भले ही युवराज मर गया हो। 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग के शब्दों को सुनकर बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों ने कम चिंता महसूस की और उनकी आंखें आशा से चमक उठी। इस समय ताइगी दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश ने ताइगी दिव्य संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग रुद्रसेन को एक ध्वनि संदेश भेजा। क्या आप जानते हैं कि मिस चार्वी कहाँ गई हैं? मुझे उम्मीद है कि मुख्य दिव्य रसायनज्ञ डुआन बाहर आने पर उन्हें ढूंढ या उनसे संपर्क कर पाएगा, वरना हम अपनी बात कैसे समझाएंगे?
संप्रदाय के नेता, शायद मिस चार्वी ताइयी शहर गई हैं। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया, ताइयी शहर, ये संभव है। मैं उन लोगों को, जिन्हें मैंने संप्रदाय की जागीर में उसे ढूंढने के लिए भेजा था, आदेश दूंगा कि वे ताइयी शहर में भी उसकी तलाश करें। भद्रेश ने बिना समय गंवाए ताइयी दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग को चार्वी की तलाश करने का आदेश दिया। ताइयी दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग उनके निर्देश प्राप्त करने के बाद चले गए। छोटी दुनिया में एक महान अधिपति स्वर्णिम दिव्य प्राणी की मृत्यु के कारण बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारी आराम करने के लिए भी बहुत व्याकुल थे। साधना तो दूर की बात थी, उनकी निगाहें शेष महान अधिपति स्वर्णिम दिव्य प्राणियों के आत्मिक मोतियों पर टिकी थी, और वे सोच रहे थे कि क्या युवराज की मृत्यु महज एक दुर्घटना थी या छोटी दुनिया सचमुच महान अधिपति स्वर्णिम दिव्य प्राणियों के लिए खतरा थी। ... पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। शेष 5 आत्मा मूर्ति अभी भी बरकरार थे। 2 महीने बीत गए और 3 महीने बीत गए। आत्मा मूर्ति अभी भी बरकरार थे। इस समय बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकारी अब उतने चिंतित नहीं थे। अब जबकि 3 महीने बीत चुके थे, उन्हें और भी यकीन हो गया था कि युवराज की मृत्यु महज एक दुर्घटना थी। युवराज की मृत्यु को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन शेष महान व्यापक स्वर्णिम आकाशीय अभी भी जीवित हैं। ये संभव है कि युवराज सिर्फ बदकिस्मत थे और उन्हें एक दुर्गम बाधा का सामना करना पड़ा। मैं सहमत हूँ। अगर यह सच है तो हम सभी थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारियों की नजर तेजस प्रकाश के आत्मा मूर्ति पर पड़ी। स्वाभाविक रूप से वे आपस में इस पर चर्चा करने लगे। ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय से तेजस प्रकाश अभी भी जीवित है। वह बहुत भाग्यशाली होगा, एक वायलेट सन गोल्डन सेलेस्टियल के रूप में। यह एक चमत्कार है कि वह वहां इतने लंबे समय तक जीवित रहा है। ये संभव है कि अन्य बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशीय प्राणी भी हों जो उतने ही भाग्यशाली हों और अभी भी जीवित हों। आखिरकार हमारे पास उन सभी बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशीय प्राणियों के आत्मा मोती नहीं है जो इस छोटी सी दुनिया में प्रवेश कर गए थे। मैं सहमत हूँ। चूंकि उनकी अधिकांश चिंताएं दूर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने आराम करना और साधना करना शुरू कर दिया। आधा महीना बीत गया। क्रैक क्रैक, हवा में 2 तीखी चटकने वाली आवाजें गूंजी, जिससे बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारी चौंक गए। वे सभी तुरंत आत्मा मोतियों की ओर देखने लगे। ये कैसे संभव है? 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय की पंथ नेता जयंती सदमे और अविश्वास से भर गई। जो आत्मिक मोती टूट गए थे, वे उसके बगल में मंडरा रहे थे। 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय के 100 वर्ष से कम आयु के 2 महान व्यापक स्वर्णिम दिव्यों के 2 आत्मिक मोती एक ही समय में टूट गए थे। सर्वोच्च बुजुर्ग सुमित्रा सहित 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के लोगों के चेहरे पर तुरंत अंधेरा छा गया। वे दोनों मर गए। ये कैसे संभव है? क्या हुआ? वे कैसे मर गए? शर्मिला, जो जयंती के बगल में खड़ा था, हैरान था। इस बीच ताई दिव्य संप्रदाय और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय के लोग चिंतित होकर एक दूसरे को देखने लगे। 2 और लोग मर गए, और 2 और, इस बार 2 महान स्वर्णिम आकाशीय प्राणी मर गए। 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य प्राणी एक साथ मिलकर छोटी दुनिया की खोज कर रहे होंगे। दोनों एक ही समय पर मर गए। क्या छोटी दुनिया इतनी खतरनाक है? इस पल उन्हें यकीन हो गया था कि छोटी दुनिया बेहद खतरनाक है। ऐसा लग रहा था कि युवराज की मौत उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। ये सोचकर वे सभी फिर से चिंतित होने लगे। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान तेजस प्रकाश के अक्षुण आत्मा मोती पर गया और उन्हें लगा कि यह एक चमत्कार ही है कि वह अभी भी जीवित है। ... छोटी सी दुनिया में बर्फबारी का तूफान चल रहा था और जहां तक नजर जाती थी, जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। दूर पहाड़ों की चोटियां भी बर्फ से ढकी हुई थीं। ये बर्फ और बर्फ का संसार था। इस समय 2 लोग बर्फ से ढकी जमीन के ऊपर हवा में मंडराते हुए देखे जा सकते थे। बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक अपने हाथ में एक लाल अंगूठी लिए हुए था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह चिल्लाया, जवाब मिल गया। वह युवक कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था, और उसके हाथ में जो अंगूठी थी वह शाही श्रेणी का दिव्य अस्त्र रहस्यमय यान 9 वाटर चेस्टनट अंगूठी थी। भाई आकर्ष, क्या आपने रहस्यमय यान 9 जल चेस्टनट अंगूठी के माध्यम से रहस्यमय ये 9 जल चेस्टनट अंगूठी को महसूस किया है? हमेशा की तरह चार्वी आकर्ष के साथ थी, मानो वह उसकी परछाई हो। आकर्ष ने उत्तर दिया, मैं महसूस कर सकता हूँ कि रहस्यमय यान 9 वाटर चेस्टनट रिंग मुझे एक विशिष्ट दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। यह शायद मुझे उस रहस्यमय ये 9 वाटर चेस्टनट की ओर ले जा रही है जिसे भाई प्रदीप ने मुझे ढूंढने के लिए कहा था।
वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि रहस्यमय यांग 9 वाटर चेस्टनट रिंग उसके हाथ से छूटकर पश्चिम की ओर उड़ने की कोशिश कर रही है। तो फिर चलें, चार्वी ने चमकती आंखों से कहा। ठीक है, आकर्ष ने सिर हिलाया और चार्वी को पश्चिम की ओर ले गया। ... इस बीच छोटी दुनिया में एक अन्य स्थान पर तेजस प्रकाश के यहाँ आने के बाद से आकाश में कोई बदलाव नहीं आया था। आसमान हर समय लाल रंग में रंगा रहता था, मानो वह हमेशा सूर्यास्त के समय ही अटका रहता हो। काली और पीली चट्टानों से अटी जमीन भी लाल थी। हम हवा में ब्लेड की गुनगुनाहट गूंज उठी। काले कपड़े पहने एक युवक को रक्त लाल कृपाण चलाते हुए देखा जा सकता है। यह आ गया है। आकर्ष चार्वी को साथ लेकर आकाश में आगे बढ़ता रहा और आखिरकार एक ग्लेशियर के ऊपर रुक गया। उसने अपने पैरों के नीचे एक झील की जमी हुई सतह को देखा। अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग करते हुए उसने पाया कि झील की सतह पर बर्फ 10 मीटर से भी ज्यादा मोटी थी। भाई आकर्ष, रहस्यमय ये 9 जल चेस्टनट अंगूठी झील में है। चार्वी की आंखों ने आकर्ष की निगाह की दिशा का अनुसरण किया और जमी हुई झील को पाया। मुझे ऐसा ही लगता है। आकर्ष ने सिर हिलाया। उसके हाथ में रहस्यमय यांग 9 वाटर चेस्टनट रिंग उसे लगातार नीचे खींच रही थी, मानो वह जमी हुई झील में डूबने को बेताब हो। इस समय अपने पैरों के नीचे जमी हुई झील को देखते हुए चार्वी का चेहरा गंभीर हो गया। भाई आकर्ष, मुझे झील में एक तेज आभा महसूस हो रही है। यह एक महान व्यापक स्वर्णिम आकाशीय शिखर के समान है। एक शिखर महान व्यापक स्वर्णिम आकाशीय। चार्वी की बातें सुनकर आकर्ष अंदर तक कांप उठा। अगर वे अभी भी बंजर भूमि में होते तो उसके लिए शीर्ष महान व्यापक स्वर्ण दिव्यों से निपटना आसान होता। हालांकि छोटी दुनिया में स्थिति अलग थी। 7 छिद्रों वाली उत्तम तलवार एक ड्यूक श्रेणी का दिव्य अस्त्र होने के बावजूद, राजा श्रेणी का दिव्य अस्त्र होने पर भी वह छोटी दुनिया में शीर्ष महान व्यापक स्वर्ण दिव्य का विरोधी नहीं था। रेगिस्तान में पत्थर के आदमी से आकर्ष की मुठभेड़ के बाद उसका सामना कई राक्षसों और जानवरों से हुआ था जिनकी ताकत महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्यों के बराबर थी। वे सभी पत्थर के आदमी से श्रेष्ठ थे। अपनी पूरी ताकत झोंकने और 7 छिद्रों वाली उत्तम तलवार चलाने के बाद भी वह उनसे केवल बराबरी पर ही पहुंच पाया। अंत में चार्वी को आगे आकर उन्हें मारना पड़ा। बाद में उसका सामना एक ऐसे जानवर से हुआ जो स्वर्ग श्रेणी के महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य के बराबर था और जिसके पास राजा श्रेणी का दिव्य अस्त्र था। इसी तरह वह उस जानवर का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और चार्वी को उस जानवर को मारने के लिए आगे आना पड़ा। इसीलिए जब चार्वी ने उसे बताया कि उसे झील में एक शिखर महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य के बराबर का अस्तित्व महसूस हो रहा है, तो उसने कोई कदम उठाने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह जानता था कि झील में मौजूद वह चीज उसे आसानी से कुचल सकती है। चार्वी ने झील को गौर से देखा। यह आ रहा है। आकर्ष ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली और झील को गौर से देखने लगा। धमाका! नीचे से एक तेज आवाज आई जिसने सन्नाटा तोड़ दिया। आकर्ष ने देखा कि झील की सतह पर बर्फ पर दरारें पड़ने लगी थीं। ये दरारें 10 मीटर से भी ज्यादा दूर तक फैली हुई थीं। धमाका! हवा में एक और बहरा कर देने वाली आवाज गूंजी। दरारें और भी चौड़ी हो गईं, सांपों जैसी लग रही थीं। धमाका! तीसरी बार जब आवाज सुनाई दी तो दरारें लगभग 1 किलोमीटर दूर तक फैल गई थीं। गर्जन! इस समय हवा में एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। उसी समय झील पर जमी बर्फ टूट गई। बर्फ के टुकड़े हवा में चारों तरफ उड़ गए। ये स्पष्ट था कि कोई चीज झील से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। धमाका! हवा में और भी तेज आवाज गूंजी। इसी समय बर्फ पर एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। हो! आकर्ष और चार्वी एक छोटी सी आकृति को देखकर चौंक गए जो उनके सामने प्रकट हुई। आकर्ष को उम्मीद थी कि वह चीज जो किसी महान सर्वव्यापी स्वर्णिम आकाश के शिखर के बराबर थी, आकार में विशाल होगी। आखिरकार रेगिस्तान का वह पत्थर का आदमी और उससे मिले सभी अन्य लोग सभी विशालकाय थे। दूसरी ओर जो आकृति अभी अभी उनके सामने प्रकट हुई थी वह कहीं से भी उतनी बड़ी नहीं थी। इसके अलावा वह आकृति किसी जानवर की नहीं थी, वह एक मानव थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह आसमानी नीले रंग के वस्त्र पहने एक स्त्री थी। उसका रूप रंग कोमल और सुंदर था। अगर उसके साथ चार्वी जैसी निश्चल सुंदरी न होती तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता। ये कहते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वह स्त्री अभी भी एक दुर्लभ सुंदरी थी। कम से कम चूंकि वह देवता लोक आत्मा सर्वव्यापी स्वर्ग में आरोहित हो चुका था, चार्वी को छोड़कर केवल मानवी ही वह व्यक्ति थी जिसकी सुंदरता इस स्त्री के बराबर थी। सुंदरता के मामले में शर्मिला भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। आकर्ष अपने सामने खड़ी महिला को ध्यान से देख रहा था, तभी चार्वी की आवाज उसके कानों में गूंजी। भाई आकर्ष, क्या यह उसके बाएं हाथ में रहस्यमय यिन 9 वाटर चेस्टनट रिंग है?
रहस्यमय ये 9 जल चेस्टनट अंगूठी। ये सुनकर आकर्ष की अचंभा अचानक से टूट गई। उसकी नजर तुरंत उस महिला के बाएं हाथ पर पड़ी। उसने उसके हाथ में एक दिव्य अस्त्र देखा जो रहस्यमय यांग 9 वाटर चेस्टनट अंगूठी जैसा दिख रहा था। दोनों अस्त्रों में बस उनके रंगों का अंतर था। जहां रहस्यमय यांग 9 वाटर चेस्टनट अंगूठी का रंग आग जैसा लाल था, वहीं महिला के हाथ में दिव्य अस्त्र जो रहस्यमय यांग 9 वाटर चेस्टनट अंगूठी जैसा दिख रहा था, नीला था। उससे ठंडी आभा निकल रही थी, जबकि रहस्यमय यांग 9 वाटर चेस्टनट अंगूठी से गर्म आभा निकल रही थी। रहस्यमय ये 9 वाटर चेस्टनट रिंग। आकर्ष को जरा भी शक नहीं था कि उस महिला के हाथ में शाही दर्जे का दिव्य अस्त्र रहस्यमय ये 9 वाटर चेस्टनट रिंग है। यही एक मुख्य कारण था कि वह छोटी दुनिया में आया था, और यही वह वस्तु भी थी जिसे खोजने का काम रहस्यमय युवक भाई प्रदीप ने उसे सौंपा था। इसके अलावा आकर्ष ने पाया कि जब वह महिला प्रकट हुई तो न केवल उसके हाथ में रहस्यमय यांग 9 वाटर चेस्टनट अंगूठी एक चमकदार लाल रोशनी से चमक उठी, बल्कि महिला के हाथ में रहस्यमय ये 9 वाटर चेस्टनट अंगूठी भी नीली रोशनी से चमक उठी। ये स्पष्ट था कि दोनों अंगूठियों ने एक दूसरे के अस्तित्व को भांप लिया था और एक दूसरे पर प्रतिक्रिया कर रही थी। आकर्ष की नजरें अभी भी रहस्यमय ये 9 वाटर चेस्टनट रिंग पर ही थी जब उस महिला ने आकर्ष और चार्वी को देखा। उसकी थोड़ी तीखी नजर आखिरकार आकर्ष पर पड़ी। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास रहस्यमय यांग 9 वाटर चेस्टनट रिंग क्यों है? प्रद्युम्न देव के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? प्रद्युम्न देव? आकर्ष जो अभी अभी होश में आया था इन शब्दों से दंग रह गया। भाई आकर्ष, क्या प्रद्युम्न देव और भाई प्रदीप एक ही व्यक्ति हैं? चार्वी ने आकर्ष को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। आकर्ष ने सदमे से उबरने के बाद गहरी सांस ली। उसने रहस्यमय ये 9 वाटर चेस्टनट रिंग पकड़े हुए महिला की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि प्रद्युम्न देव कौन है, लेकिन मेरे हाथ में जो शाही दिव्य अस्त्र रहस्यमय यांग 9 वाटर चेस्टनट रिंग है, वह मुझे पेई उपनाम वाले एक युवक ने दी है। मुझे सिर्फ उसका उपनाम पता है। उसने अपने जवाब में ईमानदारी दिखाई। उसने तुम्हें मिस्टिकल यांग 9 वाटर चेस्टनट रिंग दी। वह महिला अचंभित लग रही थी। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। आकर्ष को एहसास हुआ कि महिला ने उसकी बातों को गलत समझा है। उसने झट से कहा, गलत मत समझो। भाई प्रदीप ने मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए मिस्टिकल यांग 9 वाटर चेस्टनट रिंग दी थी। लिटिल वर्ल्ड से जाने के बाद मुझे उसे वापस करना होगा। उन्होंने मुझे ये रिंग इसलिए दी है ताकि लिटिल वर्ल्ड में मिस्टिकल ये 9 वाटर चेस्टनट रिंग ढूंढने में मेरी मदद हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे हाथ में जो रिंग है वह मिस्टिकल ये 9 वाटर चेस्टनट रिंग ही है ना? बोलते हुए उसकी नजर उस रिंग पर पड़ी जो मिस्टिकल यांग 9 वाटर चेस्टनट रिंग से काफी मिलती जुलती थी। हाँ, ये रहस्यमय ये 9 वाटर चेस्टनट रिंग है, महिला ने सिर हिलाकर कहा। कुछ देर बाद उसने चार्वी की ओर देखा जो आकर्ष के बगल में खड़ी थी। ये कितनी चतुराई है कि उसने हमारे प्रेत लोमड़ी वंश के खून वाली एक लड़की से रहस्यमय ये 9 वाटर चेस्टनट रिंग वापस लाने में मदद मांगी। चार्वी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया और उसने उत्साह से पूछा, आप भी फैंटम फॉक्स कबीले से हैं? बिल्कुल। हवा न होने के बावजूद महिला का लबादा हवा में लहराने लगा। पल भर में एक विशाल लोमड़ी की आकृति प्रकट हुई और उसके शरीर को ढंक लिया। यह एक साथ वास्तविक और काल्पनिक लग रहा था। वह मेरी माँ की तरह ही एक प्रेत लोमड़ी है। चार्वी ने उस प्रेत लोमड़ी को देखा जिसने उस महिला को ढंक रखा था। लगता है हमारी मुलाकात तय है। जाने से पहले मैं तुम्हें एक खजाना दूंगी। जैसे जैसे वह बोलती गई, फैंटम फॉक्स की आकृति और साफ होती गई। हालांकि प्रेत लोमड़ी किसी आम लोमड़ी से अलग नहीं दिख रही थी, फिर भी जब आकर्ष ने लोमड़ी की आंखों में देखा तो उसका दिल और दिमाग दोनों ही अस्त व्यस्त हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। हुश 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 हुश। प्रेत लोमड़ी ने एक हल्की सफेद रोशनी उत्सर्जित की जो चार्वी की ओर बढ़ी। हालांकि जैसे ही उस रोशनी का उससे संपर्क हुआ, वह तुरंत पीछे हट गई। उसी समय महिला ने सदमे और भय से कहा, आप 1000 प्रेत बर्फ लोमड़ी हैं। 1000 प्रेत बर्फीली लोमड़ी। प्रेत लोमड़ी कबीले में लाखों में एक दुर्लभ अस्तित्व। प्रेत लोमड़ी कबीले की नज़र में 1000 प्रेत बर्फीली लोमड़ी एक प्रतीक थी और पूजनीय थी। वे इतनी दुर्लभ थीं कि लगभग एक किंवदंती बन गई थीं। हाँ, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मैं 1000 प्रेत बर्फ लोमड़ी हूँ। चार्वी ने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ कौन है? उसका नाम क्या है? महिला ने पूछा। चार्वी ने भौहें चढ़ाई और कुछ देर सोचने के बाद कहा, उसका नाम लगता है सुवर्णा है। सुवर्णा? चार्वी की बात सुनकर उस औरत की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारी माँ की दाहिनी आंख के कोने पर 2 छोटे छोटे तिल हैं?
उसने चार्वी की ओर उत्सुकता से देखा और चार्वी के जवाब का इंतजार करने लगी। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता? चार्वी चौंक गई। उसने उस औरत को गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरी माँ को जानती हो? तुम्हारी माँ मेरी भतीजी है, उसके पिता मेरे भाई हैं। चार्वी को देखते ही उस औरत की आंखें उत्साह से भर आईं। वह धीरे से बोली, तुम सुवर्णा की बेटी हो, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके बच्चे होंगे। और तुम तो एक दुर्लभ 1000 प्रेत बर्फीली लोमड़ी हो। वाह, ये तो कमाल है। मेरी माँ तुम्हारी भतीजी है, तो इसका मतलब तुम मेरी। चार्वी उस औरत के इस खुलासे से दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटी दुनिया में किसी रिश्तेदार से मिलेगी। महिला ने उत्साहित होकर कहा, चूंकि आप मेरी भतीजी हैं, इसलिए आपको मुझे दादी माता कहना चाहिए। इस बीच आकर्ष किनारे खड़ा था, साफ तौर पर सदमे में। जिस महिला के पास शाही स्तर का दिव्य अस्त्र, रहस्यमय ये 9 वाटर चेस्टनट रिंग थी, वह न सिर्फ प्रेत लोमड़ी वंश से थी, बल्कि वह चार्वी की दादी भी थी। इस पल उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी उपन्यास में जी रहा हो। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में ऐसा संयोग भी होगा। ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि मैं, देविका, अपनी आत्मा के अवशेष नष्ट होने से पहले सुवर्णा की बेटी से मिल पाऊंगी। इसके अलावा तुम एक 1000 प्रेत बर्फ लोमड़ी भी हो। मेरी आत्मा के लुप्त हो जाने के बाद भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, उस महिला ने आह भरते हुए कहा। ये स्पष्ट था कि महिला का नाम देविका था। मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? देविका ने चार्वी की ओर देखा। चार्वी अभी भी स्तब्ध थी। उसे लग रहा था जैसे वह सपना देख रही हो। किसे पता था कि उसकी माँ के अलावा दुनिया में उसके और भी रिश्तेदार हैं। चार्वी, कितना प्यारा नाम है। देविका ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तुम इस छोटी सी दुनिया में क्यों आए? तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या वो ठीक है? देविका का सवाल सुनकर चार्वी ने अचानक नीचे देखा। मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी। देविका के प्रश्न के उत्तर में चार्वी ने धीरे धीरे अपने साथ घटी सारी बातें बताईं। तुम तो अभी किशोरी हो। चार्वी के शब्द सुनकर देविका दंग रह गई। हालांकि उसकी आत्मा के अवशेषों में केवल एक महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य शिखर के बराबर ही शक्ति थी, फिर भी उसके पास एक दिव्य राजा का आध्यात्मिक ज्ञान था। इस प्रकार वह चार्वी के साधना आधार को आसानी से पहचान सकी और पता लगा सकी कि चार्वी एक पृथ्वी स्तरीय सर्वव्यापी स्वर्गीय सर्वोच्च दिव्य था। एक किशोरी पृथ्वी स्तरीय सर्वव्यापी स्वर्गीय सर्वोच्च दिव्य कैसे हो सकती है? हालांकि एक पल बाद देविका को कुछ याद आया। देखो, तुम तो 1000 प्रेत बर्फ लोमड़ी हो। तुम में स्वाभाविक रूप से प्रतिभा है। और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक दिव्य क्रिस्टल छोड़ा है। तुम्हारे लिए ऐसी उपलब्धि हासिल करना असंभव नहीं है। उसने उदास होकर आह भरी और आगे कहा, चूंकि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है, मुझे लगता है तुम्हारे परिवार में कुछ हुआ है। देविका को जो याद था, उसके अनुसार उसकी भतीजी का फैंटम फॉक्स कबीले के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक के साथ विवाह बंधन था। हालांकि उसकी भतीजी ने विवाह बंधन तोड़ दिया था, इसलिए उस परिवार के लिए यह मामला टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके अलावा अगर उस परिवार को पता चलता कि उसकी भतीजी ने किसी इंसान के साथ यौन संबंध बनाए हैं और उसने चार्वी 1000 फैंटम आइस फॉक्स को जन्म दिया है, तो वह परिवार चार्वी को मारने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। आखिरकार एक बार चार्वी काफी ताकतवर हो गया तो फैंटम फॉक्स कबीले में उस परिवार की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। वे ऐसा होने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। क्या बात है? चार्वी ने चिंतित होकर पूछा। मैं तुम्हें खास बातें नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अपनी प्रतिभा से तुम 1000 साल बाद अपनी माँ और हमारे पूरे परिवार की मदद कर सकोगे जब तुम और मजबूत हो जाओगे। देविका ने आह भरी। उसने चार्वी के जवाब का इंतजार किए बिना आकर्ष की ओर देखा और कहा, बेटे, चार्वी की बात सुनने के बाद मुझे यकीन है कि तुम एक भरोसेमंद इंसान हो। ये किस्मत ही होगी कि चार्वी तुमसे मिली। देविका ने कहना जारी रखा, मैं उसे प्रेत लोमड़ी कबीले के राज नहीं बता सकती। हालांकि चूंकि चार्वी 1000 प्रेत बर्फ लोमड़ी है और उसे 1000 प्रेत बर्फ लोमड़ियों की यादें विरासत में मिली हैं, इसलिए उसे उन राजों की जरूरत नहीं है। तुम इंसान हो, मैं तुम्हें कबीले के राज भी नहीं बता सकती। हालांकि मैं तुम्हें अपनी आत्मा के अवशेषों में बची सारी शक्ति दे सकती हूँ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, विशाल प्रेत लोमड़ी भी गायब हो गई। कुछ पल बाद उसका शरीर और भी पारदर्शी होता गया। उसी समय एक मजबूत मगर कोमल शक्ति उसके शरीर से निकली और आकर्ष की ओर बढ़ी। चार्वी समझ गई कि बल दुर्भावनापूर्ण नहीं था, इसलिए उसने कोई हरकत नहीं की। हालांकि उसके हाव भाव अचानक बदल गए। वह समझ गई कि देविका क्या करने की कोशिश कर रही थी। दादी, आप क्या कर रही हैं? चार्वी, मैं बहुत पहले मर चुकी हूँ। ये बस मेरी आत्मा के अवशेष हैं। ये देर सवेर विलीन हो जाएंगे।
मैं उनके गायब होने से पहले उनकी मदद करूंगी। चूंकि तुम्हारी माँ और मैं दोनों ही गुजर चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें उनकी देखभाल में छोड़ दूंगी। देविका की बात खत्म होते ही उसकी आंखें और भी पारदर्शी हो गईं। उसकी शक्ति लगातार आकर्ष के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उसी समय आकर्ष ने महसूस किया कि उसकी दिव्य मूल ऊर्जा उसके शरीर में शक्ति से उबल रही है। वह स्पष्ट रूप से देविका की शक्ति को अपने शरीर में उमड़ता हुआ महसूस कर सकता था। आकर्ष के कानों में देविका की आवाज गूंजी, इस विधि को याद रखना। कुल के नियमों के कारण मैं तुम्हें प्रेत लोमड़ी कुल की साधना विधि नहीं सिखा सकती। मुझे ये साधना विधि ताई गहन विधि संयोग से प्राप्त हुई है। यह एक राजा स्तरीय साधना विधि है। अपनी प्रतिभा से तुम आसानी से इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो और इसकी मदद से दिव्य राजा बन सकते हो। अचानक देविका ने आश्चर्य से कहा, ओह, तुम्हारे पास तो हजारों प्रेत बर्फीली लोमड़ियों जैसी 99 स्वर्गीय शिराएं हैं। लगता है तुम और चारवी एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम भी उसकी तरह ही प्रतिभाशाली हो। बेटा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। याद रखना, चारवी के दिव्य सम्राट बनने से पहले प्रेत लोमड़ी वंश को उसके अस्तित्व के बारे में पता न चलने देना। देविका ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी बात याद रखना। अगर प्रेत लोमड़ी कबीले के किसी सदस्य को पता चल जाए कि चारवी 1000 प्रेत बर्फ लोमड़ी है उसके मजबूत होने से पहले, तो अगर वे डू परिवार से न हो तो तुम्हें उन्हें मारने की पूरी कोशिश करनी होगी, वरना चारवी खतरे में पड़ जाएगी। जहाँ तक प्रद्युम्न देव की बात है, मैं अपनी आत्मा के विलीन होने से पहले उनके लिए एक स्मृति दिव्य ताबीज छोड़ जाऊंगी। कृपया इसे उन्हें दे देना। अगर उन्हें अब भी हमारी पुरानी दोस्ती याद है तो वे तुम दोनों का ध्यान रखेंगे। देविका गायब हो गई और आकर्ष को पता चला कि उसकी शक्ति उसके शरीर से भी गायब हो गई है। इसके अलावा उसने ये भी पाया कि उसने राजा स्तरीय साधना पद्धति ताई गहन पद्धति में भी पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। अगर वह ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल नहीं होता तो उसे राजा स्तरीय साधना पद्धतियों के अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं चलता। उसने ताई दिव्य संप्रदाय के 3 दिव्य रसायंज्ञों से इनके अस्तित्व के बारे में सीखा था। ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के बाद आकर्ष अपनी साधना पद्धति बदलना चाहता था। संप्रदाय में कई स्वर्ग स्तरीय साधना पद्धतियां और एक द्यूक स्तरीय साधना पद्धति थी। उसके लिए स्वर्ग स्तरीय साधना पद्धति की मांग करना कठिन नहीं था, लेकिन द्यूक स्तरीय साधना पद्धति के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। द्यूक स्तरीय साधना पद्धति की साधना करने से पहले ताई दिव्य संप्रदाय में महान योगदान देना आवश्यक था। उसी समय उसे पता चला कि पीत, गहन, पृथ्वी और स्वर्ग श्रेणियों में विभाजित होने के अलावा साधना पद्धतियां ड्यूक, राजा, राजसी और सम्राट श्रेणियों में भी विभाजित थीं। साधना पद्धति का स्तर जितना ऊंचा होगा, व्यक्ति की दिव्य उद्गम ऊर्जा उतनी ही प्रबल होगी। इसके अतिरिक्त साधना पद्धति का स्तर जितना ऊंचा होगा, व्यक्ति की साधना गति उतनी ही तीव्र होगी। तीव्र साधना गति के साथ व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने और दिव्य ड्यूक, दिव्य राजा, दिव्य स्वामी और दिव्य सम्राट बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। स्वाभाविक रूप से ये व्यक्ति की प्रतिभा पर भी निर्भर करता है। यदि कोई प्रतिभाहीन है तो वह उच्च स्तरीय साधना पद्धति होने पर भी दिव्य ड्यूक नहीं बन पाएगा। दूसरी ओर, यदि कोई प्रतिभावान है तो वह दिव्य ड्यूक, दिव्य राजा, दिव्य स्वामी और दिव्य सम्राट बन सकता है, भले ही वह केवल दिव्य स्तरीय साधना पद्धति ही क्यों न अपनाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्यूक स्तरीय साधना पद्धतियों की तुलना में राजा स्तरीय साधना पद्धतियां अत्यंत दुर्लभ थीं। एक दिव्य राजा के लिए राजसी स्तर की साधना पद्धति अपनाना बहुत कठिन था। एक दिव्य राजा के लिए राजसी स्तर की साधना पद्धति अपनाना अधिक उपयुक्त था। इसी प्रकार दिव्य भगवान के लिए सम्राट स्तर की साधना पद्धति को साधना कठिन था और दिव्य भगवान के लिए राजसी स्तर की साधना पद्धति को साधना अधिक उपयुक्त था। इन कारणों से केवल स्वर्ग स्तर की दिव्य विधि से साधना करके दिव्य राजा बनना लगभग असंभव था। अधिक से अधिक कोई व्यक्ति स्वर्ग स्तर की साधना विधि से साधना करके दिव्य ड्यूक बन सकता था। दिव्य ड्यूक बनने के बाद कोई व्यक्ति दिव्य राजा बनने के लिए ड्यूक स्तर की साधना विधि अपना सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए स्वर्ग स्तर की साधना विधि की तुलना में ड्यूक स्तर की साधना विधि से सफलता प्राप्त करना और दिव्य राजा बनना अधिक आसान था। हालांकि यदि कोई दिव्य ड्यूक राजा स्तर की साधना विधि अपनाता है तो उसके लिए दिव्य राजा बनना निश्चित रूप से बहुत आसान होगा। इसके आधार पर यह स्पष्ट था कि साधना विधियों के स्तर बहुत महत्वपूर्ण थे। एक राजा स्तरीय साधना पद्धति, ये वास्तव में एक राजा स्तरीय साधना पद्धति है। ताई दिव्य संप्रदाय जैसे शक्तिशाली संप्रदाय में भी केवल एक ही ड्यूक स्तरीय साधना पद्धति है। ताई दिव्य संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि बंजर भूमि में कोई राजा स्तरीय साधना पद्धति है।
आकर्ष ने एक बार अपने शरीर में दिव्य मूल ऊर्जा का संचार किया और उसका ध्यान पूरी तरह से राजा स्तरीय साधना पद्धति ताई गहन पद्धति पर केंद्रित हो गया जो देविका ने उसे दी थी। वह अभी भी सदमे में था। आखिरकार यह एक राजा स्तरीय साधना पद्धति थी। इससे पहले राजा स्तरीय साधना पद्धति प्राप्त करने के बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। दादी, चार्वी की करुण आवाज सुनकर आकर्ष को होश आया। उसने चार्वी को आंखों में आंसू लिए खड़ा देखा। वह इतनी दयनीय लग रही थी कि उसका दिल दुखने लगा। उसे चार्वी के दाहिने हाथ में एक दिव्य ताबीज धुंधला दिखाई दे रहा था। ये देविका द्वारा छोड़ा गया स्मृति दिव्य ताबीज होना चाहिए। उसे याद आया कि देविका ने उन्हें इसे प्रद्युम्न देव को देने के लिए कहा था, जिसे वह भाईपेई के नाम से जानता था। इस विचार को मन में रखते हुए आकर्ष को वह कार्य याद आया जो प्रद्युम्न देव ने उसे दिया था, रहस्यमय यिन 9 जल चेस्टनट अंगूठी। उसने ऊपर देखा और देखा कि रहस्यमय यिन 9 जल चेस्टनट अंगूठी, एक शाही श्रेणी का दिव्य अस्त्र, पहले से ही चार्वी के बाएं हाथ में था। भाई आकर्ष, चार्वी ने कुछ गहरी सांसें लेकर शांत होने की कोशिश की। उसने आकर्ष की ओर देखा और कहा, मेरी दादी ने मुझे पहले बताया था कि वह जो छोटी सी दुनिया छोड़ गई है वह उसकी आत्मा के विलीन होने के 15 मिनट बाद गायब हो जाएगी। उस समय हमें प्रवेश द्वार पर भेज दिया जाएगा। आकर्ष ने सिर हिलाया। उसने उसे एक पल के लिए दिलासा दिया और फिर छोटी दुनिया में मिली अपनी उपयोगी चीजें जैसे कि राजा स्तर के दिव्य हथियार और दिव्य गोलियां चार्वी को सौंप दी ताकि वह उन्हें अपनी स्थानिक अंगूठी में रख सके। जाहिर है, शाही स्तर के दिव्य हथियार रहस्यमय यिन 9 वाटर चेस्टनट अंगूठी और रहस्यमय यांग 9 वाटर चेस्टनट अंगूठी भी चार्वी की स्थानिक अंगूठी में रखे गए थे। साथ ही उसने कुछ ड्यूक स्तर के दिव्य हथियार, दिव्य गोलियां और औषधीय सामग्री जिनकी उसे जरूरत नहीं थी अपनी स्थानिक अंगूठी में रख ली। स्वाभाविक रूप से आकर्ष ने ये सब इस आशंका से किया था कि कहीं ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश उसकी स्थानिक वलय की जांच न कर लें। उसे इसकी संभावना नहीं लग रही थी, लेकिन तैयार रहना ही बेहतर था। ... इस बीच लिटिल वर्ल्ड के बाहर क्रैक क्रैक हवा में 2 चटकने की आवाजें गूंजी, जिससे बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के लोग चौंक गए, जिनका ध्यान आत्मिक मोतियों पर केंद्रित था। इस क्षण उनके भाव गंभीर हो गए। ताई दिव्य संप्रदाय के 2 महान स्वर्णिम दिव्यों के आत्मा मोती जो छोटी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे बिखर गए थे। इस समय केवल एक आत्मा मोती भद्रेश के पास मंडरा रहा था। आखिर हो क्या रहा है? क्या ये छोटी सी दुनिया इतनी खतरनाक है? अन्य 2 महान ओवरआर्किंग गोल्डन सेलेस्टियल्स की मृत्यु हो गई। वर्तमान में मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय से केवल एक महान ओवरआर्किंग गोल्डन सेलेस्टियल और ताई सेलेस्टियल संप्रदाय से मास्टर आकर्ष अभी भी जीवित हैं। रुको, तेजस प्रकाश अभी भी जिंदा है। मुझे आश्चर्य है, क्या उसे छिपने की जगह मिल गई? मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय और 1000 मकड़ियों के संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारी आपस में फुसफुसा रहे थे, इस बात से भयभीत कि छोटी दुनिया कितनी खतरनाक थी और तेजस प्रकाश की किस्मत पर हैरान। ये सचमुच एक चमत्कार था कि तेजस प्रकाश अभी भी जिंदा था। आखिरकार जिन 6 महान व्यापक स्वर्णिम दिव्यों को उन्होंने छोटी दुनिया में भेजा था, उनमें से 5 एक के बाद एक मर चुके थे। हालांकि बैंगनी सूर्य स्वर्णिम दिव्य तेजस प्रकाश अभी भी जिंदा था। ... छोटी सी दुनिया में आसमान और जमीन लाल रंग से रंगे हुए थे। काले और पीले पत्थरों ने रक्त लाल जमीन को सजाया था। एक रक्त लाल कृपाण रक्त लाल आकाश में मंडरा रहे एक काले वस्त्रधारी युवक के शरीर में समा गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, एक ड्यूक स्तरीय साधना पद्धति। सीनियर जी जरूर बेहद प्रतिभाशाली रहे होंगे कि ड्यूक स्तरीय साधना पद्धति से सफलता प्राप्त कर दिव्य राजा बन पाए। खैर, वे वो दिव्य राजा नहीं है जिन्होंने इस छोटी सी दुनिया को बनाया। इस छोटी सी दुनिया का निर्माण एक दिव्य राजा, एक महिला ने किया है जो फैंटम फॉक्स कबीले की है। इसके अलावा वह एक 10 दिशाओं वाली दिव्य राजा थी। यही सभी दिव्य राजाओं का शिखर है। मुझे जो विरासत मिली है वह केवल दिव्य राजा ने ही छोड़ी है जो उस महिला का अधीनस्थ था। वह केवल एक पंचतत्व दिव्य राजा था। अगर आकर्ष यहाँ होते तो एक नजर में ही इस युवक को पहचान लेते। वह युवक कोई और नहीं बल्कि तेजस प्रकाश था। चार्वी द्वारा तेजस प्रकाश को बचाने के बाद वह इस स्थान पर पहुंचा और उसे एक पंचतत्व दिव्य राजा से विरासत मिली। उसने न केवल उस दिव्य राजा की साधना पद्धति प्राप्त की, बल्कि उसे उच्च स्तरीय दिव्य पद्धतियां और दिव्य क्षमताएं भी प्राप्त की। हालांकि उसने ये सभी निधियां प्राप्त कर ली थी, फिर भी उसे उन्हें समझना या पूरी तरह से निपुण बनाना बाकी था। उन्हें पूरी तरह से समझने और निपुण बनाने के लिए उसे समय की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह उनकी पूरी क्षमता को उजागर नहीं कर पाएगा। सौभाग्य से सीनियर जी द्वारा छोड़ा गया राजा श्रेणी का दिव्य अस्त्र अपनी आभा को छिपा सकता है।
साधना विधि से मैं इसे अपने शरीर की दिव्य शिराओं में छिपा सकता हूँ, अन्यथा मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय इसे अवश्य ही जब्त कर लेगा। तेजस प्रकाश ने राहत की सांस ली। तेजस प्रकाश के इस स्थान पर पहुंचने के बाद साधना पद्धति, दिव्य पद्धतियों और दिव्य क्षमताओं के अलावा उन्होंने एक राजा स्तर का दिव्य हथियार भी प्राप्त किया था। वरिष्ठ जी द्वारा छोड़ी गई विरासत की बदौलत मैं सफलतापूर्वक आगे बढ़ा और एक पीले रैंक वाला महान व्यापक स्वर्णिम आकाशीय बन गया। जब उसने अपनी ताकत में सुधार महसूस किया तो उसकी भावनाओं में हलचल मच गई। ... इस बीच एक और व्यक्ति भी अपनी ताकत में सुधार महसूस करके भावुक हो गया। ये व्यक्ति आकर्ष था। क्या ये किसी सर्वव्यापी स्वर्गीय सर्वोच्च दिव्य की दिव्य उद्गम ऊर्जा नहीं है? आकर्ष ने छोटी दुनिया छोड़ने से पहले अपनी दिव्य उद्गम ऊर्जा में आए परिवर्तनों का अध्ययन किया। उसने पाया कि उसकी दिव्य उद्गम ऊर्जा में गुणात्मक परिवर्तन आया है और वह पहले से काफी अलग है। अगर पहले उसके शरीर में दिव्य उद्गम ऊर्जा लोहे जैसी थी, तो अब उसकी दिव्य उद्गम ऊर्जा स्टील जैसी हो गई। आखिरकार लोहे को गहन शोधन के बाद ही स्टील बनाया जा सकता है। ये पता चलने के बाद कि वह एक पीले रंग की रैंक वाला ओवरआर्किंग हेवनली सुप्रीम सेलेस्टियल बन गया है, आकर्ष ने उस स्थान की ओर देखा जहां देविका पहले खड़ी थी और धीरे से बोला, वरिष्ठ देविका, धन्यवाद। उसके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव देखा जा सकता था। दूसरी ओर चार्वी ने जब आकर्ष से देविका का जिक्र सुना तो वह दुख से भर गया। थोड़ी देर बाद आकर्ष ने चार्वी से कहा, चार्वी, समय लगभग समाप्त हो गया है, अब अदृश्यता तावीज का उपयोग करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चार्वी ऐसे गायब हो गई जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। 10 सांसें बीतने के बाद आकर्ष को लगा कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। आखिरकार जब उसने आंखें खोली तो उसने पाया कि वह उस खुले मैदान में था जहां छोटी दुनिया का प्रवेश द्वार था। उसने अपने बगल में 2 और लोगों को देखा। क्या और भी लोग जीवित हैं? वह थोड़ा हैरान हुआ। 2 लोगों की तो बात ही छोड़िए, उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसके और चार्वी के अलावा कोई भी छोटी दुनिया में जीवित बचेगा। तेजस प्रकाश। आकर्ष को और भी ज्यादा झटका लगा जब उसने उन 2 बचे हुए लोगों में से एक को देखा। ये तेजस प्रकाश था, वही व्यक्ति जिससे उसकी मुलाकात उड़ते ड्रैगन के स्वर्गीय साम्राज्य में हुई थी और जिसे चार्वी ने छोटी दुनिया में बचाया था। आकर्ष ने भी दूसरे व्यक्ति को मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय से 100 वर्ष से कम आयु के एक महान ओवरआर्चिंग गोल्डन सेलेस्टियल के रूप में पहचाना। इस बीच बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारियों को बचे हुए लोगों की उपस्थिति का पता चल गया। वे लौट आए हैं, वे वापस आ गए हैं। मास्टर आकर्ष, भद्रेश चिल्लाया। उसके चेहरे पर चमक आ गई। इससे पहले वह ताइगी दिव्य संप्रदाय के 2 महान स्वर्णिम दिव्यों की मृत्यु से अभी भी काफी परेशान था। जल्द ही ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों को पता चला कि छोटी दुनिया गायब हो गई है। कुछ ही देर बाद लोग आकर्ष और 2 बचे लोगों की ओर उमड़ पड़े। जब बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारी तीनों बचे हुए लोगों के चारों ओर इकट्ठा हुए तो आकर्ष दूर से देख रहा था। चार्वी। तभी चार्वी की आकृति धीरे धीरे उस जगह पर प्रकट हुई जहां पहले बंजर भूमि के 3 प्रमुख संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारी खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो वह अचानक हवा से प्रकट हो गई हो। ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश ने आकर्ष की निगाहें देखी और पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि चार्वी उसी जगह खड़ी है जहां वह पहले खड़ा था। बहुत समय नहीं बीता था कि ताई दिव्य संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी चार्वी की उपस्थिति का पता चल गया। चार्वी, वह कब दिखाई दी? शायद वह हमेशा से यही थी। हो सकता है कि वह तभी लौटी हो जब उसे लगा हो कि मास्टर आकर्ष छोटी दुनिया से बाहर आ गया है। भद्रेश ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, मैंने सोचा था कि मिस चार्वी ताई शहर लौट गई हैं। कौन जानता था कि वह यही थी। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल सेक्ट और 1000 स्पाइडर्स सेलेस्टियल सेक्ट के लोगों को भी चार्वी की उपस्थिति का पता चला। इसी तरह उन्हें लगा कि चार्वी हमेशा से ही आसपास ही थी और जब उसे लगा कि आकर्ष छोटी दुनिया से बाहर आ गया है तो वह वापस लौट आई होगी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह भी छोटी दुनिया से अभी अभी बाहर आई है। इस बीच चार्वी दूसरों से अलग खड़ी रही। उसने भीड़ में शामिल होने की कोई कोशिश नहीं की। आकर्ष और अन्य 2 बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के ध्यान का केंद्र थे। मास्टर आकर्ष, क्या ये छोटी दुनिया में खतरनाक है? हमने जिन 6 महान व्यापक स्वर्णिम दिव्यात्माओं को छोटी दुनिया में भेजा था, उनकी आयु 100 वर्ष से कम थी और उनमें से 5 की वहां मृत्यु हो गई। ताई दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने आकर्ष से पूछा। ये सवाल सुनते ही जो लोग सवाल पूछने के लिए शोर मचा रहे थे वे तुरंत चुप हो गए। सभी आकर्ष की ओर चुपचाप उसके जवाब का इंतजार करने लगे। इस समय आकर्ष ने तेजस प्रकाश को एक ध्वनि संदेश भेजा।
तेजस प्रकाश, अगर आप अपनी जान बचाने के लिए 4V के प्रति आभारी हैं, तो किसी को यह मत बताना कि आपने उसे लिटिल वर्ल्ड में देखा था। हालांकि बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारी तेजस प्रकाश पर विश्वास नहीं कर सकते थे, भले ही उन्होंने ये बता दिया हो कि उन्होंने छोटी दुनिया में 4V को देखा था। आकर्ष फिर भी जोखिम कम करना चाहता था। इसी कारण उसने तेजस प्रकाश को एक अनुस्मारक भेजा। वह देख सकता था कि तेजस प्रकाश कृतघ्न नहीं थे, अन्यथा वह तेजस प्रकाश से बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते और सीधे समस्या का समाधान खुद ही कर लेते। जब तेजस प्रकाश छोटी दुनिया से बाहर आया तो उसने 4V को नहीं देखा, इसलिए उसने मान लिया कि छोटी दुनिया में उसके साथ कुछ हुआ है। स्वाभाविक रूप से वह चौंक गया जब उसने उसे दूर, जीवित और लात मारते हुए खड़ा देखा। जब उसने पहले ताइगी दिव्य संप्रदाय के लोगों के शब्द सुने तो वह उलझन में पड़ गया। क्या 4V छोटी दुनिया में नहीं आई थी? ताइगी दिव्य संप्रदाय के लोग इससे अनजान क्यों लग रहे थे? वह और भी उलझन में था जब उसने आकर्ष का वॉइस ट्रांसमिशन प्राप्त किया। फिर भी उसने संकोच नहीं किया, क्योंकि उसने वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से उत्तर दिया, आकर्ष, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जो मुझे खिलाने वाले हाथ को काटता है। उसने बाद में आकर्ष से 4V के बारे में पूछने का फैसला किया। तेजस प्रकाश का जवाब पाकर आकर्ष ने ताइगी दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर देखा और शांति से कहा, यह बहुत खतरनाक है। छोटी दुनिया में प्रवेश करने के बाद मैं 2 बार लगभग मर ही गया था। सौभाग्य से मैं सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहा। आकर्ष ने आगे कहा, सचमुच वहां राजा स्तर के दिव्य हथियार मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए बेहद कठिन परीक्षणों और बाधाओं से गुजरना होगा। मेरे अनुभव के आधार पर राजा स्तर का दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए कम से कम एक महान व्यापक स्वर्ण दिव्य होना जरूरी है। एक पृथ्वी श्रेणी के महान व्यापक स्वर्ण दिव्य और हाथ में एक ड्यूक स्तर का दिव्य हथियार होने पर परीक्षणों को पास करने के लिए कई स्वर्गीय स्तर की दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं में निपुणता हासिल करनी होगी। आकर्ष की बातें सुनकर भीड़ चुप हो गई। पृथ्वी श्रेणी के महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य पूरे बंजर भूमि में 100 वर्ष से कम आयु के केवल कुछ ही पीले श्रेणी के महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य थे। 100 वर्ष से कम आयु के पृथ्वी श्रेणी के महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य की तो बात ही छोड़िए। बंजर भूमि में ऐसा अस्तित्व बहुत कम और दूर दूर तक था। वास्तव में पिछले 10,000 वर्षों में बंजर भूमि में ऐसा कोई नहीं था। तो जो कोई भी प्रवेश करता है उसके लिए राजा स्तर का दिव्य हथियार प्राप्त करना लगभग असंभव है। 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने गहरी आवाज में पूछा, मैं सबके लिए नहीं बोल सकता। राजा स्तर के दिव्य अस्त्र प्राप्त करने में आसान बाधाएं हो सकती हैं। हालांकि जिन बाधाओं और परीक्षणों का मैंने सामना किया उनके लिए अत्यधिक शक्ति और क्षमता की आवश्यकता होती है, आकर्ष ने कहा। इस समय मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के संप्रदाय नेता प्रताप सिंह अपने संप्रदाय के महान ओवरआर्चिंग गोल्डन सेलेस्टियल के पास पहुंचे और पूछा, विपुल, आपने छोटी दुनिया में क्या हासिल किया? संप्रदाय के नेता विपुल कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने उस स्थानिक वलय पर से अपना स्वामित्व हटा लिया जो उसे दिया गया था और उसे प्रताप सिंह को सौंप दिया। देखो, प्रताप सिंह के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब उसने स्पेटियल रिंग से देखा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके चेहरे की उदासी और गहरी होती गई। ये सभी ड्यूक ग्रेव के दिव्य हथियार हैं और दिव्य गोलियां भी बहुत आम हैं। अगर छोटी दुनिया ने हमें और देर से भेजा होता तो मुझे डर है कि आप मुझे जिंदा नहीं देख पाते, संप्रदाय के नेता विपुल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। बाहर भेजे जाने से पहले मैंने एक दिव्य अस्त्र देखा था। मुझे लग रहा है कि यह एक राजा श्रेणी का दिव्य अस्त्र है। हालांकि इसकी रखवाली करने वाला जानवर बेहद ताकतवर था। यह मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसने मुझे खोज लिया था और इसकी दिव्य चेतना मुझ पर छा गई थी। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण क्षण में छोटी दुनिया ने मुझे बाहर भेज दिया। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने राहत की सांस ली। इस समय तेजस प्रकाश आगे बढ़े और अपनी स्थानिक अंगूठी प्रताप सिंह को सौंप दी। संप्रदाय के नेता, यह मेरी स्थानिक अंगूठी है। प्रताप सिंह को तेजस प्रकाश की स्थानिक अंगूठी की सामग्री से कोई उम्मीद नहीं थी। उसे देखने के बाद उसने अपने विचार पुष्ट किए। उसने सहजता से स्थानिक अंगूठी तेजस प्रकाश को वापस फेंक दी और तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम्हारे पास तो एक भी ड्यूक ग्रेव का दिव्य हथियार नहीं है। ये तो चमत्कार ही है कि तुम जीवित हो, तेजस प्रकाश। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा, तेजस प्रकाश, हमें बताओ, तुम उस छोटी सी दुनिया में कैसे बचे? हमने वहाँ जो 6 महान व्यापक स्वर्णिम सेलेस्टियल भेजे थे उनमें से 5 मर गए। हाँ, 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने कहा, बहुत सारे बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य प्राणी छोटी दुनिया में प्रवेश कर गए। हालांकि आप एकमात्र जीवित बैंगनी सूर्य स्वर्ण दिव्य प्राणी हैं।
आपने ये कैसे किया? जब सब लोग तेजस प्रकाश के जवाब का इंतजार कर रहे थे, ताई दिव्य संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग रुद्रसेन ने आश्चर्य से आंखें फैला दी। उन्होंने पूछा, तेजस प्रकाश, आपको छोटी दुनिया में सफलता मिली, क्या इसीलिए आप बच गए? एक सफलता? रुद्रसेन के शब्दों को सुनकर बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों ने तेजस प्रकाश की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना को बढ़ाया। उसने सचमुच एक सफलता हासिल की है। तेजस प्रकाश अब एक पीले रंग की रैंक महान व्यापक स्वर्णिम आकाशीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह वहां बच गया। जैसा कि पता चला, वह बैंगनी सूर्य स्वर्ण आकाशीय नहीं रहा, बल्कि एक महान व्यापक स्वर्ण आकाशीय बन गया है। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों का मानना था कि तेजस प्रकाश छोटी दुनिया से बच गए थे, क्योंकि उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की थी और एक महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य बन गए थे। तेजस प्रकाश ने अपनी बात नहीं समझाई। वह क्या कह सकता था? क्या वह उन्हें बता सकता था कि वह इसलिए बच गया क्योंकि उसे एक दिव्य राजा की विरासत मिली थी? वह जानता था कि चुप रहना ही बेहतर है। अगर वह कुछ बोलता तो उस पर बेवजह सवाल उठते। तेजस प्रकाश, आपको वाकई एक बड़ी सफलता मिली है और आप एक महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य प्राणी बन गए हैं। बधाई हो, प्रताप सिंह ने कहा। पहले की तुलना में अब जब उसे पता चला कि तेजस प्रकाश एक महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य प्राणी है, तो वह काफी विनम्र हो गया था। आखिरकार तेजस प्रकाश मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के एक शिष्य थे। पहले वे केवल एक बैंगनी सूर्य स्वर्ण सेलेस्टियल थे। हालांकि वे प्रतिभाशाली थे, फिर भी मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। हालांकि अब वे 100 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही एक महान सर्वव्यापी स्वर्ण सेलेस्टियल बन चुके थे। इसके साथ ही जब वे और अधिक शक्तिशाली होते गए, तो वे निश्चित रूप से मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के स्तंभों में से एक होंगे। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ऐसी प्रतिभा को कैसे संजोए नहीं रख सकते थे? अगर मुझे पता होता कि वह छोटी दुनिया कितनी खतरनाक है, तो मैं उन्हें अंदर घुसने और अपनी जान जोखिम में डालने नहीं देता। अंत में मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय की ही जीत होती है। 1000 मकड़ियों के सेलेस्टियल संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों के चेहरे पर गहरे भाव थे। ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदायों के सभी शक्तिशाली लोग छोटी दुनिया में ही मर गए थे। मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय में अभी भी 2 महान व्यापक स्वर्ण दिव्य थे, जिनकी आयु 100 वर्ष से कम थी। तुलनात्मक रूप से उनके संप्रदाय को वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भविष्य में जब ये 2 महान व्यापक स्वर्ण दिव्य और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, तो वे निश्चित रूप से 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के लिए खतरा बन जाएंगे। महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य। आकर्ष को ये जानकर भी आश्चर्य हुआ कि तेजस प्रकाश ने छोटी दुनिया में एक महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य बन गया है। साथ ही उसके मन में उठ रहे सवाल का जवाब भी मिल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह छोटी दुनिया से बाहर आने में कामयाब रहा। संप्रदाय प्रमुख, मैं राजा स्तर का दिव्य अस्त्र भी प्राप्त करने में असफल रहा। मैं केवल विभिन्न प्रकार के शासक स्तर के दिव्य अस्त्र, दिव्य गोलियां और औषधीय जड़ी बूटियां ही प्राप्त कर पाया। आकर्ष को चारवी के पास जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मेरी स्थानिक अंगूठी देखना चाहते हैं या मुझे संप्रदाय में लौटने पर उन्हें सौंप देना चाहिए? भद्रेश ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मास्टर आकर्ष, आप मजाक कर रहे होंगे। मैं आपकी बातों पर भरोसा कैसे न करूं? इसके अलावा अगर मैं आपकी स्थानिक अंगूठी की जांच करने की योजना बनाता, तो मैं आपको छोटी दुनिया में प्रवेश करने से पहले एक खाली स्थानिक अंगूठी दे देता। उससे आकर्ष की बातों पर संदेह नहीं हुआ। आखिरकार मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय का 100 वर्ष से कम आयु का महान ओबरा किंग गोल्डन सेलेस्टियल भी छोटी दुनिया से किंग ग्रेट सेलेस्टियल हथियार प्राप्त करने में विफल रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि आकर्ष भी विफल रहा। उनके विचार में, हालांकि आकर्ष 100 वर्ष से कम आयु के अन्य महान ओबरा किंग गोल्डन सेलेस्टियल से अधिक शक्तिशाली था, उनकी ताकत में अंतर बहुत बड़ा नहीं था। थोड़ी देर रुकने के बाद भद्रेश ने अफसोस से कहा, अप्रत्याशित रूप से 5 महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्यात्माएं मर गईं। सौभाग्य से मास्टर आकर्ष जीवित हैं। अगर मुझे पता होता कि वहां इतना खतरा है, तो मैं आपको उस छोटी सी दुनिया में जाने से रोक देता। आकर्ष मुस्कुराया, हालांकि मुझे कोई खजाना नहीं मिला, फिर भी ये प्रशिक्षण का एक अच्छा तरीका था। इसके तुरंत बाद आकर्ष ने खुद को माफी दी और हवा में उड़कर चारवी के पास पहुंचा, जो दूरी पर उसका इंतजार कर रही थी। इस बीच बंजर भूमि के 3 प्रमुख संप्रदायों के उच्च पदस्थ अधिकारी युवा महाशक्तियों को छोटी दुनिया में भेजने के अपने निर्णय पर पछता रहे थे। वे न केवल राजा श्रेणी के दिव्य अस्त्र प्राप्त करने में असफल रहे, बल्कि कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं को खोकर उन्हें भारी क्षति भी हुई।
यदि युवा महाशक्तियां नहीं मरती तो उनका भविष्य निस्संदेह उज्जवल था। अफसोस, केवल 3 लोग ही जीवित बचे। संप्रदाय प्रमुख भद्रेश और संप्रदाय प्रमुख प्रताप। अलविदा। 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख जयंती और उनके सदस्य भारी मन से विदा हुए। छोटी दुनिया के इतने प्रतिभाशाली युवा दिग्गजों की मृत्यु उनके लिए एक असहनीय पीड़ा थी। यद्यपि ताइगी दिव्य संप्रदाय का भाग्य भी 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के समान ही था, लेकिन वे थोड़ा बेहतर स्थिति में थे क्योंकि आकर्ष जीवित और स्वस्थ था। इस बीच मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों के चेहरे पर उदासी छा गई जब उन्होंने 1000 स्पाइडर सेलेस्टियल संप्रदाय को हुए नुकसान के बारे में सोचा। संप्रदाय नेता भद्रेश। अलविदा। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के संप्रदाय नेता प्रताप सिंह और उनके लोग भी चले गए। मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल सेक्ट के लोगों के जाने से पहले तेजस प्रकाश चारवी को देखते हुए वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए आकर्ष से बात कर रहे थे। आकर्ष, क्या लेडी चारवी भी लिटिल वर्ल्ड में नहीं आई थी? सबको इसकी जानकारी क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने एक अदृश्यता ताबीज का इस्तेमाल किया था। आकर्ष ने सच्चाई से जवाब दिया। एक अदृश्यता ताबीज। एक अदृश्यता ताबीज जो किसी को बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं द्वारा पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अंकित किया जाना चाहिए जो कम से कम एक दिव्य भगवान हो, है ना? आकर्ष ने तेजस प्रकाश को कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार जवाब तो साफ था। तेजस प्रकाश को आकर्ष से बात करने के बाद आकर्ष और चारवी और भी रहस्यमय लगे। इन दोनों के पास एक दिव्य देवता द्वारा अंकित अदृश्यता का ताबीज कैसे था? वे कौन थे? हालांकि वह उन दोनों के बारे में बहुत कम जानता था, फिर भी उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि दोनों की पृष्ठभूमि असाधारण रही होगी। जब मैं अभी भी उड़ते हुए ड्रैगन के दिव्य साम्राज्य में था, मैंने सुना था कि लेडी चारवी एक सर्वोच्च स्वर्गीय दिव्या हैं। उन्होंने जो वंश के एक बुजुर्ग को भी आसानी से मार डाला जो पृथ्वी श्रेणी के सर्वोच्च स्वर्गीय दिव्या थे। अफवाह थी कि उनकी उम्र 100 साल भी नहीं हुई है। बाद में किसी ने उनकी उम्र की जांच करके इस अफवाह को खारिज कर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्वर्ग की सर्वोच्च आत्मा में 100 साल से कम उम्र की एक सर्वोच्च स्वर्गीय दिव्या है। हालांकि ऐसा लगता है कि ऐसे किसी व्यक्ति का बंजर भूमि जैसी तुच्छ जगह पर रहना असंभव है। खैर, चूंकि वह छोटी दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम है, इसलिए ऐसा लगता है कि उनके 100 साल से कम उम्र के होने की अफवाह सच है। इसके अलावा अगर उनकी वजह से ऐसा न होता तो मैं छोटी दुनिया में ही मर जाता। मुझे सीनियर जी से विरासत पाने का मौका नहीं मिलता। मुझे उनकी दया का बदला चुकाना ही होगा। तेजस प्रकाश के मन में विभिन्न विचार चल रहे थे जब वह मार्शल ड्रैगन सेलेस्टियल संप्रदाय के लोगों के साथ जा रहा था। अगर तेजस प्रकाश को पंचतत्वों वाले दिव्य राजा से विरासत न मिली होती तो उसे यह कहने का आत्मविश्वास नहीं होता कि वह उन दोनों की दयालुता का बदला चुका पाएगा। आखिरकार उनकी तुलना में उसकी शक्ति नगण्य थी। आकर्ष और चारवी इस बात से अनजान थे कि तेजस प्रकाश ने देविका के एक आदमी से विरासत हासिल की थी। वे बस इतना जानते थे कि देविका दिव्य राजा था जिसने छोटी दुनिया बनाई थी। वे ये भी नहीं जानते थे कि देविका 10 दिशाओं का दिव्य राजा था, सभी दिव्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली। देविका दिव्य स्वामी बनने से बस एक कदम दूर था। इस बीच आकर्ष और चारवी ताइगी दिव्य संप्रदाय के लोगों का पीछा करते हुए ताइगी शहर में संप्रदाय की संपत्ति पर लौट आए। चारवी, सीनियर देविका ने मरने से पहले तुम्हें क्या बताया था? आकर्ष ने वापसी यात्रा के दौरान चारवी को एक ध्वनि संदेश भेजा। दादी ने मुझे आपके पीछे चलने और आपकी बातें सुनने के लिए कहा है। वह चाहती है कि मैं आपको स्मृति दिव्य तावीज भी दे दूं ताकि आप उसे भाई पेई को दे सके। चारवी ने ध्वनि संचरण के माध्यम से उत्तर दिया। जब देविका का जिक्र हुआ तो उसे दुख हुआ। चारवी के मूड में आए बदलाव को भांपते हुए आकर्ष ने उसे तुरंत सांत्वना दी। चारवी, तुम्हारी दादी का बहुत समय पहले देहांत हो गया था। जब उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी आत्मा के विलीन होने से पहले तुमसे मिलकर उन्हें खुशी हुई। खैर, जब हम संप्रदाय की संपत्ति पर पहुंचे तो स्मृति दिव्य ताबीज मुझे दे देना। उसने चारवी का ध्यान भटकाने के लिए बात बदलने की कोशिश की। चारवी के शांत होने के बाद आकर्ष अपने विचारों में खो गया। मुझे याद है भाई पेई ने कहा था कि मेरे लिटिल वर्ल्ड छोड़ने के बाद वह शाही स्तर के दिव्य अस्त्र, रहस्यमय यांग नोजल चेस्टनट अंगूठी और रहस्यमय यिन नोजल चेस्टनट अंगूठी लेने आएगा। वह क्यों नहीं आया? क्या उसे करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय में किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा था? इतना समय बीत गया है लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया है। क्या उसे कुछ हुआ है? वह चिंतित हो गया। आखिरकार भाई पेई या प्रद्युम्न देव उसकी वजह से करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय में गए थे। अगर प्रद्युम्न देव को कुछ हो गया तो वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा।
हालांकि वह नहीं जानता था कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय कहाँ स्थित है। प्रद्युम्न देव को इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए था। आखिरकार प्रद्युम्न देव एक मूल दिव्य राजा थे। इसके अलावा प्रद्युम्न देव के साधना आधार को देखते हुए यह असंभव लग रहा था कि उनके साथ कुछ अनहोनी घटित हुई हो। तो प्रद्युम्न देव कहाँ गए? मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका उस शक्ति से कुछ लेना देना है जिसके साथ करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय मानवी का विवाह करके गठबंधन करना चाहता था। असंभव। शर्मिला पहले ही कह चुका है कि यह सिर्फ एक झूठ था। कोई और कारण जरूर होगा, आकर्ष ने चिंतित होकर सोचा। अंत में उसने अपनी चिंताओं को दूर कर दिया। छोड़ो इसे, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। शायद भाई पेई को कुछ ध्यान रखना होगा। वैसे भी बंजर भूमि में बहुत कम लोग हैं जो भाई पेई के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वह एक मूल दिव्य राजा हैं। चलो पहले मेरे ताई शहर लौटने तक इंतजार करते हैं। कौन जाने भाई पेई वहां पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे हों। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी उन्हें 13वें राजकुमार के जरिए मुझसे संपर्क करने का तरीका पता होगा। इसके तुरंत बाद आकर्ष के विचार एक अलग विषय पर चले गए। छोटी दुनिया में मेरा सबसे बड़ा लाभ राजा स्तर के दिव्य अस्त्र प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मेरे साधना आधार में सुधार है। अगर मैं असाधारण दिव्य गोलियों और 4V के दिव्य क्रिस्टल की मदद से भी एक महान व्यापक स्वर्ण दिव्य से एक व्यापक स्वर्गीय सर्वोच्च दिव्य तक पहुंचने की कोशिश करता तो मुझे बहुत समय लग जाता। हालांकि छोटी दुनिया में प्रवेश करने के बाद मैं सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया। अब मैं एक व्यापक स्वर्गीय सर्वोच्च दिव्य हूँ। ये सोचकर उसकी आंखें आकाश के तारों की तरह चमक उठी। जब वे ताई दिव्य संप्रदाय की संपत्ति में वापस लौटे तो आकर्ष ने 4V से स्मृति दिव्य तावीज और 2 रॉयल ग्रेड दिव्य हथियार ले लिए और उन्हें अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित किया। तभी 3 जानी पहचानी आवाजें एक साथ गूंजी, मास्टर आकर्ष। आकर्ष अचंभित रह गया। वे यहाँ क्यों हैं? वह जानता था कि ये आवाजें ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की थीं। मास्टर सुदर्शन, मास्टर सुनील, मास्टर योगेंद्र, आप यहाँ क्यों आए हैं? 4V अपने कमरे में दाखिल हुई ही थी कि आकर्ष ने सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र को अपने सामने वाले आंगन में आमंत्रित किया। मास्टर आकर्ष, हमने संप्रदाय के नेता से सुना है कि क्या हुआ था। आप छोटी सी दुनिया में मौत से बाल बाल बचे हैं, सुदर्शन ने गंभीरता से कहा। सुनील ने कहा, अगर हमें पता होता कि लिटिल वर्ल्ड कितना खतरनाक है तो हम तुम्हें रोक लेते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सही है, योगेंद्र ने कहा। मुश्किल से मौत से बच पाया, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। मैं जिंदा हूँ, है ना? आकर्ष ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से आकर्ष को इस छोटी सी दुनिया के खतरनाक होने का अंदाजा किसी को नहीं था उसके वहां प्रवेश करने से पहले ही। इसके अलावा वह जानता था कि जब तक 4V उसके साथ है उसे कोई खतरा नहीं है। कई कारणों से उसे ये सब राज रखना पड़ा। यह अतिशयोक्ति कैसे हो सकती है? गुरु आकर्ष, हमने सुना है कि लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करने वाले इतने सारे लोगों में से आपके अलावा एक महान व्यापक स्वर्णिम आकाशीय और एक बैंगनी सूर्य स्वर्णिम आकाशीय, सभी की मृत्यु हो गई। बोलते बोलते सुनील के चेहरे पर गंभीरता बढ़ती गई। ये सही है, तुम्हें छोड़कर सिर्फ 2 लोग ही बचे, और उनमें से एक सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि उसे एक सफलता मिली और वह छोटी सी दुनिया में एक महान सर्वव्यापी स्वर्णिम दिव्य प्राणी बन गया, सुदर्शन ने सिर हिलाते हुए कहा। योगेंद्र ने कहा, मैं बमुश्किल मौत से बच पाया और कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। ये वास्तव में इसके लायक नहीं है। आकर्ष इन 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की ईमानदारी को महसूस कर सकता था और उसके दिल में एक गर्मजोशी भर गई। उसने तुरंत विषय बदल दिया क्योंकि वह वर्तमान विषय से असहज था। ये सही है, 3 गुरुओं, क्या इस संप्रदाय के पास कोई ड्यूक स्तर की दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं हैं? चूंकि आकर्ष एक सर्वव्यापी स्वर्गीय सर्वोच्च दिव्य बन चुका था और उसने राजा स्तर की साधना पद्धति, ताई गहन पद्धति प्राप्त कर ली थी, इसलिए वह उच्च स्तरीय दिव्य तकनीकों और दिव्य क्षमताओं में निपुणता प्राप्त करने की आशा रखता था। उसके पास एकमात्र स्वर्गीय स्तर की क्षमता उसकी सहायक प्रकार की दिव्य क्षमता, प्राथमिक भक्षण युक्ति थी। अन्य क्षमताएं केवल पृथ्वी स्तर की दिव्य क्षमताएं थीं। जहां तक उसकी दिव्य पद्धति का प्रश्न है, सर्वोच्च तलवार दाव मानसिक साधना पद्धति, सर्वोच्च हृदय तलवार भी केवल पृथ्वी स्तर की दिव्य पद्धति के बराबर ही थी। साधना पद्धतियां, दिव्य क्षमताएं और दिव्य विधियां सभी एक ही श्रेणीकरण प्रणाली पर आधारित थीं। स्वर्ग श्रेणी के ऊपर ड्यूक श्रेणी, राजा श्रेणी, शाही श्रेणी और सम्राट श्रेणी होती थीं। आकर्ष ने सोचा कि अगर ताई दिव्य संप्रदाय के पास ड्यूक स्तर की दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं होती तो वह उनमें महारत हासिल करने और अपनी पृथ्वी स्तर की दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं को बदलने के लिए तैयार था। हालांकि अगर उनके पास केवल स्वर्ग स्तर की दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं होती तो वह उनमें महारत हासिल करने की कोशिश नहीं करता।
आखिरकार यह उसके समय की बर्बादी ही होती। जब तक वह उनमें पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता, तब तक कौन जानता था कि उसे ड्यूक स्तर की दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं मिल जाएंगी या नहीं। एक ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि है। यह एक गतिशील दिव्य विधि है। इसके अलावा इस संप्रदाय में एक आक्रामक और एक सहायक प्रकार की ड्यूक ग्रेड दिव्य क्षमता भी है। अगर मास्टर आकर्ष ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं की साधना करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ संप्रदाय के नेता से इस बारे में बात करने चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि वह आपको मना करेंगे। आखिरकार संप्रदाय ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं से ज्यादा ड्यूक ग्रेड साधना विधि को महत्व देता है, सुदर्शन ने कहा। हाँ, मुझे डर है कि अगर मास्टर आकर्ष ड्यूक ग्रेड साधना पद्धति में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो हम ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर यह ड्यूक ग्रेड दिव्य पद्धति और दिव्य क्षमताएं हैं, तो हम संप्रदाय के नेता को मनाने में सक्षम होंगे, सुनील ने कहा। ये सही है, योगेंद्र ने सहमति में सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो तीनों गुरुओं कृपया मेरे पीछे आइए, आकर्ष ने कहा। 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की बातें सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। आकर्ष को उम्मीद नहीं थी कि ताई दिव्य संप्रदाय के पास ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताएं होंगी। कौन जानता था कि जब उसने इसके बारे में पूछा था तो उसे इनमें महारत हासिल करने का मौका मिलेगा। वह वास्तव में संप्रदाय में ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि में रुचि रखता था। जहां तक ड्यूक ग्रेड दिव्य क्षमताओं का सवाल है, आकर्ष केवल आक्रामक दिव्य क्षमता में रुचि रखता था। आखिरकार वह पहले से ही प्राथमिक भक्षण रणनीति, एक स्वर्ग ग्रेड सहायक प्रकार की दिव्य क्षमता में महारत हासिल कर चुका था। इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह से महारत हासिल कर पाता, इसकी ताकत अभी भी प्राथमिक भक्षण रणनीति से कमजोर होगी, और जब तक वह इसमें महारत हासिल करता, उसे विश्वास था कि वह पहले से ही एक उच्च ग्रेड सहायक प्रकार की दिव्य क्षमता प्राप्त कर चुका होगा। इसलिए वह सहायक प्रकार की ड्यूक ग्रेड दिव्य क्षमता में रुचि नहीं रखता था। उसे बुद्धिमानी से चुनाव करना था, जैसा कि अपेक्षित था। जब आकर्ष और 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों ने ताइगी दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता भद्रेश से बात की, तो भद्रेश ने आसानी से ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं को आकर्ष को सौंप दिया। गुरु आकर्ष, अगर 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ आपके पक्ष में आवाज नहीं उठाते, तब भी मैं आपको ड्यूक स्तर की दिव्य विधि और दिव्य क्षमताएं प्रदान करता। हालांकि संप्रदाय के नियमों के कारण मैं आपको ड्यूक स्तर की साधना विधि नहीं दे सकता, भद्रेश ने स्पष्ट रूप से कहा। वह जानता था कि आकर्ष लंबे समय से ताई दिव्य संप्रदाय की ड्यूक स्तर की साधना विधि में निपुणता प्राप्त करना चाहता था। हालांकि वह इस बात से अनभिज्ञ था कि वर्तमान आकर्ष की ड्यूक स्तर की साधना विधि में रुचि समाप्त हो गई थी। आखिरकार 10 दिशाओं वाले दिव्य ड्यूक देविका ने उसे राजा स्तर की साधना विधि, ताई गहन विधि, तब दी थी जब वह छोटी दुनिया में था। धन्यवाद संप्रदाय नेता। फिर भी आकर्ष अभी भी भद्रेश का आभारी था। भद्रेश के निवास से निकलने से पहले सुनील को कुछ याद आया और उसने कहा, मास्टर आकर्ष, यदि आप अन्य दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं की खोज में हैं, तो आपके लिए जल्द ही एक मौका होगा। कीमिया सम्मेलन 2 साल में होने वाला है। कीमिया सम्मेलन, आकर्ष उलझन में लग रहा था। आखिरकार कीमिया सम्मेलन के बारे में सुनना उसके लिए पहली बार था। हर 30 साल में बंजर भूमि और आसपास के क्षेत्र मिलकर कीमिया सम्मेलन का आयोजन करते हैं। बंजर भूमि और अन्य क्षेत्रों के दिव्य कीमियागर आपस में विचार विमर्श और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये सीखने का एक बेहतरीन अवसर है। चूंकि दिव्य कीमियागरों के बीच मतभेद और विवाद तो होते ही थे, इसलिए कई लोग अपनी बात साबित करने के लिए कीमियागिरी में प्रतिस्पर्धा करते थे। अक्सर दिव्य कीमियागर अपनी ड्यूक ग्रेड दिव्य विधियों या दिव्य क्षमताओं को दांव पर लगाते थे। कई 2-in-1 ड्यूक ग्रेड दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं जैसे आक्रामक और रक्षात्मक दिव्य क्षमताओं के विकल्प उपलब्ध हैं। हालांकि ये दुर्लभ है, फिर भी 3-in-1 ड्यूक ग्रेड दिव्य विधियों या दिव्य क्षमताओं के विकल्प भी उपलब्ध हैं। सुदर्शन ने समझाया, 2 में 1 और 3 में 1 ड्यूक ग्रेड दिव्य विधियां या दिव्य क्षमताएं। आकर्ष की सांसें तेज हो गईं जब उसने सुदर्शन के शब्द सुने। देवता लोकों में एकल लक्षण, द्विलक्षण और त्रिलक्षण वाली दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं थीं। एकल लक्षण वाली दिव्य विधि और दिव्य क्षमता निश्चित रूप से दोहरे या त्रिलक्षण वाली दिव्य विधियों या दिव्य क्षमताओं से अतुलनीय थी, जो आक्रामक, रक्षात्मक, गति या सहायक विशेषताओं से बनी थीं। आखिरकार 2 एकल लक्षण वाली दिव्य विधियों या दिव्य क्षमताओं में महारत हासिल करने में लंबा समय लगेगा। ये निश्चित रूप से तेज होगा यदि कोई दोहरे लक्षण या त्रिलक्षण वाली दिव्य विधि या दिव्य क्षमता में महारत हासिल कर सके। कोई कम समय में समान परिणाम प्राप्त कर सकता है। कौन एकल लक्षण वाली दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं की तुलना में दोहरे लक्षण या त्रिलक्षण वाली दिव्य विधि या दिव्य क्षमता का चयन नहीं करेगा? रसायन विज्ञान सम्मेलन 2 साल में आयोजित किया जाएगा, आकर्ष ने पूछा, जब उसने सुदर्शन की ओर आशा भरी आंखों से देखा।
हाँ, सुदर्शन ने सिर हिलाया और कहना जारी रखा, क्या संयोग है। कीमिया सम्मेलन बंजर भूमि में आयोजित किया जाएगा जो बंजर भूमि से सटा हुआ है। पिछले कीमिया सम्मेलनों में बंजर भूमि से दिव्य कीमियागर केवल उत्साह देखने के लिए वहां आते थे। हालांकि अब जब हमारे पास मास्टर आकर्ष हैं, तो बंजर भूमि के चमकने का समय आ गया है। आपकी कड़ाही गर्म करने की गति के साथ बंजर भूमि की तो बात ही छोड़िए, दूसरे क्षेत्र भी आपकी गति के आगे कुछ नहीं है, सुनील ने कहा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। बिल्कुल, किसी अमीर और असभ्य दिव्य रसायनज्ञ को खोजो और उसकी गति का मुकाबला करो, तुम जरूर जीतोगे, सुदर्शन ने कहा। कड़ाही गर्म करने की प्रतियोगिता, सच में आकर्ष हैरान था। लेकिन अगर मुझे प्रतिस्पर्धा करनी है या दांव लगाना है तो मुझे ड्यूक ग्रेड की दिव्य विधि या दिव्य योग्यता जैसी कोई मूल्यवान चीज दिखानी होगी, है ना। दांव लगाने या प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी को एक मूल्यवान इनाम देना होगा, है ना। कोई पर्याप्त मूल्यवान इनाम के बिना दांव लगाने के लिए क्यों राजी होगा। हालांकि आकर्ष के पास अराजकता की दिव्य ज्वाला थी और उसे अपनी तापन गति पर पूरा भरोसा था, फिर भी वह विनम्र बना रहा। उसने प्रतियोगिताओं या दावों को समझने के लिए कई प्रश्न पूछे। ये तो आकर्ष के शब्दों ने सुदर्शन को ठंडे पानी की बाल्टी की तरह शांत कर दिया। थोड़ी देर बाद सुदर्शन ने दांत पीसते हुए कहा, गुरु आकर्ष, ज्यादा से ज्यादा आप संप्रदाय की ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं को दांव पर लगा सकते हैं। खैर, आपकी विकृत कड़ाही गर्म करने की गति के साथ आप कभी नहीं हारेंगे। हालांकि आपको शायद अपने लाभ संप्रदाय के साथ साझा करने होंगे। कुल मिलाकर ये संप्रदाय के लिए एक अच्छी बात है। ये सही है, सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। मेरा मानना है कि जब तक मास्टर आकर्ष संप्रदाय के नेता को अपनी तेज गति दिखाते रहेंगे, संप्रदाय का नेता इसका विरोध नहीं करेगा। आखिरकार अगर आप हार भी जाते हैं तो संप्रदाय की ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताएं केवल बाहरी लोगों के साथ ही साझा की जाएंगी। हमारे पास अभी भी ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं का ज्ञान है। देवता लोकों में जब तक कोई व्यक्ति किसी दिव्य विधि या दिव्य क्षमता में पूर्णतः निपुण हो जाता है, तब तक वह उसे स्मृति दिव्य ताबीज पर अंकित कर सकता है ताकि अन्य लोग उसे समझ सकें। ताई दिव्य संप्रदाय में संप्रदाय के नेता भद्रेश के पास कई स्मृति दिव्य तावीज थे जिनमें दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं निहित थी, उन तावीजों के अलावा जो उन्होंने आकर्ष को दिए थे। स्मृति दिव्य तावीज के बिना भी भद्रेश और संप्रदाय के 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक ने कई दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। वे इसे उन लोगों को आसानी से सिखा सकते थे जो इसे सीखना चाहते थे या स्मृति दिव्य तावीजों पर अंकित करना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप जीतते हैं तो आपको दोहरी या तिरी विशेषता वाली दिव्य विधि और दिव्य क्षमता प्राप्त हो सकती है। सुनील ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, अगर मुझे डर है कि दूसरे पक्ष को अपनी दोहरी विशेषता वाली दिव्य विधियों या दिव्य क्षमताओं को दांव पर लगाना है, तो मुझे संप्रदाय की ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं को एक ही समय में दांव के रूप में उपयोग करना होगा, है ना। आकर्ष ने पूछा। ये सही है, सुदर्शन ने सिर हिलाया। कोई भी 2 विशेषता वाली ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि या दिव्य योग्यता को 2 एकल विशेषता वाली ड्यूक ग्रेड दिव्य विधियों या दिव्य क्षमताओं के लिए दांव पर नहीं लगाएगा। आपको कम से कम 3 एकल विशेषता वाली ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि या दिव्य क्षमताएं तो लगानी ही होंगी। आकर्ष को कीमिया सम्मेलन में दांव पेंच और मुकाबलों की गहरी समझ मिली। ये समझना आसान था कि दोहरे या तिहरे गुणों वाली दिव्य विधियां या दिव्य क्षमताएं एकल गुणों वाली दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं से कहीं बेहतर क्यों थीं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को 2 दिव्य विधियों या दिव्य क्षमताओं में निपुणता प्राप्त करने में 2 गुना समय लगेगा। हालांकि यदि वह द्विगुणित दिव्य विधि या दिव्य क्षमता में निपुणता प्राप्त कर लेता है तो ये समय आधा हो जाएगा। यदि उसके पास त्रिगुणित दिव्य विधि या दिव्य क्षमता है तो समय और भी कम हो जाएगा। कम समय में उससे वही परिणाम प्राप्त होंगे। योगेंद्र, जो एक सीधा साधा इंसान था, बोला, आओ चलो फिर से संप्रदाय के नेता को ढूंढते हैं। चारों, जो अभी अभी संप्रदाय के नेता के निवास से निकले थे, पीछे मुड़े और पुनः भद्रेश के निवास की ओर चल पड़े। मास्टर्स, आप सभी। भद्रेश भ्रम में पड़ गया जब उसने 4 दिव्य कीमियागरों को फिर से देखा। सुदर्शन आगे बढ़े और कहा, संप्रदाय के नेता, यह इस तरह है। उन्होंने बताया कि आकर्ष 2 साल में कीमिया सम्मेलन में भाग लेने में रुचि रखते थे और उन्होंने ईमानदारी से अपने इरादे बताए। दोहरे गुण या तिहरे गुण वाली दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं। सुदर्शन के शब्द सुनकर भद्रेश की सांसें तेज हो गईं। हालांकि बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के पास ड्यूक श्रेणी की दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं थीं, फिर भी वे सभी एकल विशेषता वाली दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं थीं। बंजर भूमि में कोई भी द्विविशेषता या त्रिविशेषता वाली ड्यूक श्रेणी की दिव्य विधि और दिव्य क्षमता नहीं थी।
भद्रेश कैसे प्रभावित हुए बिना रह सकते थे जब उन्होंने सुना कि ताई दिव्य संप्रदाय को द्विविशेषता या त्रिविशेषता वाली दिव्य विधि और दिव्य क्षमता प्राप्त हो सकती है। भद्रेश ने गंभीरता से पूछा, मास्टर आकर्ष, क्या आप आश्वस्त हैं? आकर्ष के जवाब देने से पहले सुनील ने कहा, संप्रदाय के नेता, यद्यपि आप एक दिव्य कीमियागर नहीं हैं, फिर भी आपको एक प्रमुख दिव्य कीमियागर द्वारा कड़ाही को गर्म करने में लगने वाले समय का मोटा अनुमान होना चाहिए, है ना? हाँ, भद्रेश ने हल्के से सिर हिलाया। बंजर भूमि में 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य कीमियागर मानवेंद्र एक कड़ाही गर्म करने में सबसे तेज हैं। उन्हें एक प्रमुख दिव्य गोली कड़ाही गर्म करने में 8 घंटे लगते हैं। उन्होंने योगेंद्र की ओर देखा और फिर आगे कहा, इसके बाद मास्टर यू की गति सबसे तेज है। आपको एक कड़ाही गर्म करने में 8.5 घंटे लगते हैं, है ना? ठीक है, योगेंद्र ने हल्के से सिर हिलाया। आकर्ष की कड़ाही गर्म करने की गति देखकर उसे अपनी गति पर गर्व था। हालांकि इस समय उसे अपनी गति पर गर्व नहीं हो रहा था। आखिर आकर्ष एक संकी था जो सिर्फ आधे घंटे में कड़ाही गर्म कर लेता था। चूंकि तीनों मास्टर्स को मास्टर आकर्ष की कड़ाही गर्म करने की गति पर भरोसा है, इसलिए मैं मानता हूं कि मास्टर आकर्ष की गति 6 घंटे से कम है। आकर्ष को देखते हुए भद्रेश की आंखों में आशा की एक झलक देखी जा सकती थी। मानवेंद्र की गति केवल बंजर भूमि में ही श्रेष्ठ मानी जाती थी। हालांकि जब उसे अन्य क्षेत्रों के दिव्य कीमियागरों के बीच रखा गया तो उसकी गति कुछ खास नहीं थी। इसी कारण भद्रेश को लगा कि आकर्ष की गति 6 घंटे से कम है। इसके अलावा आकर्ष की गति अन्य क्षेत्रों के दिव्य कीमियागरों के बीच भी तेज नहीं मानी जाती थी। 6 घंटे। आकर्ष भद्रेश की बातें सुनकर चौंक गया। क्या संप्रदाय का नेता मुझे श्राप दे रहा है? दूसरी ओर ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र ने भद्रेश के शब्द सुनकर अपने मुंह फड़कते हुए महसूस किए। क्या हुआ? क्या मास्टर आकर्ष को कड़ाही गर्म करने में 6 घंटे से ज्यादा लगते हैं? आकर्ष और 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की प्रतिक्रियाएं देखकर भद्रेश के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए निराशा के भाव उभर आए। उसने किसी के जवाब का इंतजार किए बिना ही कहना जारी रखा, तो कम से कम 6.5 घंटे तो लगेंगे ही, है ना? उसने उत्सुकता से आकर्ष की ओर देखा, जवाब का इंतजार करते हुए। वाह! आकर्ष ने बस अपना हाथ हिलाया और अपनी प्रमुख दिव्य गोली हंडा निकाली। वह मौके पर ही सर्वव्यापी स्वर्गीय गोली को परिष्कृत करने वाला था। ये देखकर भद्रेश स्वाभाविक रूप से समझ गया कि आकर्ष अपनी गति का प्रदर्शन करना चाहता है। इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं पूछा और आकर्ष को ध्यान से देखा। मैं शुरू कर रहा हूँ, आकर्ष ने कहा जैसे ही एक रेल और दिखाई दी और उसने कड़ाही को गर्म करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद भद्रेश क्षण भर के लिए उलझन में पड़ गया जब उसने पाया कि आकर्ष ने औषधीय सामग्री निकालने से पहले ही कड़ाही को गर्म करना बंद कर दिया था। उसने सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा, क्या हो रहा है? आधा घंटा, ये तो नामुमकिन है ना? अगर वो मुझे धोखा देना भी चाहे तो आधे घंटे के बाद रुकना बहुत ज्यादा है ना? थोड़ी देर बाद भद्रेश के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया जब उसने देखा कि आकर्ष ने प्रमुख दिव्य गोली यानी स्वर्ग की सर्वव्यापी गोली का सफलतापूर्वक परिशोधन कर लिया है। उसने आकर्ष को अविश्वास से देखा। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो, हालांकि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया था। ये कैसे संभव है? उसने न सिर्फ आधे घंटे में कड़ाही गर्म की, बल्कि स्वर्ग की सर्वव्यापी गोली का भी सफलतापूर्वक परिशोधन कर लिया। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? भद्रेश ने जब इस बात को समझा तो उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव उभर आया। आकर्ष को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठी मानो आकर्ष कोई दुर्लभ और अनमोल खजाना हो। गुरु आकर्ष, आप ताई दिव्य संप्रदाय की ड्यूब ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं का उपयोग रसायन विद्या सम्मेलन के दौरान दांव के रूप में स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, संप्रदाय प्रमुख, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह छोटी दुनिया में प्राप्त राजा स्तर के दिव्य अस्त्रों को दांव पर लगा सकता था, लेकिन वह इस बात का खुलासा नहीं करना चाहता था कि उसके पास राजा स्तर के दिव्य अस्त्र हैं, खासकर बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के लोगों के सामने। अगर यह बात उजागर हो जाती तो वे जान जाते कि उसने छोटी दुनिया में कोई मूल्यवान वस्तु न मिलने के बारे में झूठ बोला था। भद्रेश की बातें सुनकर सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र मुस्कुरा दिए। उन्हें इस नतीजे पर कोई हैरानी नहीं हुई। मास्टर आकर्ष, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं अभी पुराने पूर्वज से मिलने जाऊंगा। मैं दांव बढ़ाने के लिए हमारे संप्रदाय के राजा श्रेणी के दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगूंगा। मुझे विश्वास है कि वह इसके लिए भी राजी हो जाएंगे। भद्रेश उत्साह और खुशी से पागल हो गया था। वह इस समय जुए के आदी जैसा लग रहा था।
आकर्ष, सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र कुछ कह पाते इससे पहले ही ताईली दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भद्रेश उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गए। उनके पीछे केवल उनकी आवाज गूंज रही थी, गुरु आकर्ष, मैं अभी पुराने पूर्वज से मिलने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि वह हमारे संप्रदाय के राजा स्तर के दिव्य अस्त्र के साथ साथ द्यूक स्तर की दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं को भी दांव पर लगाने के लिए सहमत हो जाएंगे। भद्रेश के शब्दों से साफ जाहिर था कि वह ताईली दिव्य संप्रदाय के पूर्वज, जो संप्रदाय के एकमात्र 8 त्रिग्राम दिव्य द्यूक भी थे, से मिलने गए थे ताकि 2 साल बाद होने वाले कीमिया सम्मेलन के लिए आकर्ष की योजना पर चर्चा कर सकें। कड़ाहियां गर्म करने में आकर्ष की बेतहाशा तेजी को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद वह स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास से भरपूर थे। यह योगेंद्र दंग रह गया। किसने सोचा था कि संप्रदाय का नेता इस हद तक उत्तेजित हो जाएगा? मुझे तो पता ही नहीं था कि उसका ये रूप भी है। सुदर्शन व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला। वह भद्रेश को कई सालों से जानता था, लेकिन भद्रेश को इस हालत में देखना उसका पहला अनुभव था। अगर ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं के साथ एक राजा ग्रेड दिव्य हथियार भी जोड़ दिया जाए तो लोग अपनी त्रिगुणात्मक दिव्य विधियों या दिव्य क्षमताओं को दांव पर लगाने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। कौन जाने किसी के पास आक्रामक रक्षात्मक गति वाली ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि या दिव्य क्षमता हो। सुनील ने आशा से कहा। त्रिगुण, आक्रामक रक्षात्मक गति वाली दिव्य विधि या दिव्य क्षमता। सुनील के शब्द सुनकर आकर्ष की आंखें चमक उठीं। आक्रामक रक्षात्मक गति वाली दिव्य विधि या दिव्य क्षमताएं निस्संदेह दोहरे गुण वाली दिव्य विधि या दिव्य क्षमता से भी ज्यादा मूल्यवान थी। एकल गुण वाली दिव्य विधि और दिव्य क्षमता की तो बात ही छोड़िए, यह एकल गुण वाली दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं से 3 गुना ज्यादा मूल्यवान थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विगुणित दिव्य विधि या दिव्य योग्यता की तुलना में त्रिगुणित दिव्य विधि या दिव्य योग्यता से और भी अधिक समय की बचत हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आक्रामक रक्षात्मक दिव्य विधि या दिव्य योग्यता को समझ लेता है तो उसे अभी भी एक सहायक प्रकार या गतिमान दिव्य विधि या दिव्य योग्यता को समझने की आवश्यकता होगी। त्रिगुणित दिव्य विधि या दिव्य योग्यता के साथ किसी को अलग दिव्य विधि या दिव्य योग्यता को समझने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए त्रिगुणित दिव्य विधि या दिव्य योग्यता को अलग अलग भागों में विकसित करने की तुलना में उन्हें विकसित करना अधिक आसान होगा। जिस प्रकार एकल गुणित दिव्य विधि या दिव्य योग्यता की तुलना में द्विगुणित दिव्य विधि या दिव्य योग्यता को विकसित करना और समझना अधिक कुशल था, उसी प्रकार त्रिगुणित दिव्य विधि या दिव्य योग्यता होना कहीं अधिक कुशल था। सर्वोच्च तलवार दाव मानसिक साधना पद्धति संप्रभु हृदय तलवार, जो मुझे वरिष्ठ फैंग किंग यांग से विरासत में मिली थी, एक पृथ्वी स्तरीय आक्रामक रक्षात्मक गति दिव्य पद्धति के समतुल्य है। आकर्ष, जिसने संप्रभु हृदय तलवार को समझ लिया था, स्वाभाविक रूप से इस बात से अवगत था। ये दिव्य पद्धति निस्संदेह एकल लक्षण और द्विलक्षण दिव्य पद्धतियों की तुलना में श्रेष्ठ थी। इस समय सुनील ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हालांकि हम तीनों में से मैं ही इस संप्रदाय में शामिल होने वाला आखिरी व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं इस संप्रदाय में काफी समय से हूँ। आज पहली बार मैंने संप्रदाय के नेता को ऐसी हालत में देखा है। संप्रदाय के नेता के रूप में उनका व्यवहार कहाँ चला गया? खैर, उनकी प्रतिक्रिया समझ में आती है। सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर आकर्ष की कड़ाही गर्म करने की गति की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने के बाद ये स्वाभाविक है कि हमारे संप्रदाय के नेता ने मास्टर आकर्ष पर अंधविश्वास विकसित कर लिया है। चूंकि उन्हें मास्टर आकर्ष की जीत का पूरा यकीन है, तो दांव बढ़ाने में क्या हर्ज है? सुदर्शन ने आगे कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था। अगर दांव में एक राजा श्रेणी का दिव्य अस्त्र भी जोड़ दिया जाए तो हमें एक आक्रामक रक्षात्मक दिव्य विधि या दिव्य क्षमता भी मिल सकती है। अगर हमारे संप्रदाय को ऐसी त्रिगुणात्मक दिव्य विधि या दिव्य क्षमता मिल जाए तो न केवल हमारे संप्रदाय के नेता का नाम इतिहास में संप्रदाय के लिए त्रिगुणात्मक दिव्य विधि या दिव्य क्षमता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में दर्ज होगा, बल्कि इससे हमारे संप्रदाय की शक्ति भी बढ़ेगी। संप्रदाय का नेता इस संभावना से उत्साहित क्यों न हो? एक संक्षिप्त विराम के बाद सुदर्शन ने आकर्ष की ओर देखा और गंभीरता से कहा, गुरु आकर्ष, कीमिया सम्मेलन 2 साल बाद होगा। मेरा सुझाव है कि आप युग स्तर की दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं को न समझें और न ही उनका अभ्यास करें जो आपने अभी अभी संप्रदाय से प्राप्त की हैं। आखिरकार 2 साल तक उन्हें समझने के बाद आपको कुछ खास हासिल नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप अपना समय और ऊर्जा बचाएं, क्योंकि सम्मेलन के दौरान आपको द्विगुण दिव्य विधि या दिव्य क्षमता प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपको त्रिगुण दिव्य विधि या दिव्य क्षमता भी प्राप्त हो सकती है। इन 2 वर्षों के दौरान बेहतर होगा कि आप पूरी तरह से कीमिया और साधना के ताव पर ध्यान केंद्रित करें। उनकी सलाह गंभीरता से दी गई थी। मैं सहमत हूँ। योगेंद्र ने हल्के से सिर हिलाया। बिल्कुल। सुनील भी सुदर्शन की बातों से सहमत था।
उसने कहा, बेकार और अनावश्यक बातों पर समय बर्बाद करने के बजाय कीमिया के ताव पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। अगर यह बहुत ज्यादा बोझिल हो जाए तो आप कीमिया पर दोबारा काम शुरू करने से पहले अपने दिल को शांत करने के लिए साधना फिर से शुरू कर सकते हैं। सुदर्शन ने कहा, इस दौरान मास्टर आकर्ष, अगर आपको कीमिया के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं बिना कोई जानकारी छिपाए आपकी जरूर मदद करूंगा। सुनील ने कहा, मेरे लिए भी यही बात लागू होती है। यद्यपि योगेंद्र चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही नजर उसके इरादे को बताने के लिए पर्याप्त थी। बहुत धन्यवाद गुरुजनों, आकर्ष ने अपना आभार व्यक्त किया। हमें धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है मास्टर आकर्ष। आखिरकार, यदि आप वास्तव में एक आक्रामक रक्षात्मक आंदोलन दिव्य विधि या दिव्य क्षमता जीतने में कामयाब होते हैं तो ये हमारे और संप्रदाय दोनों के लिए फायदेमंद होगा, सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि मास्टर आकर्ष के लिए त्रिगुणात्मक दिव्य विधि या दिव्य क्षमता प्राप्त करने की प्रबल संभावना है। सुदर्शन के शब्दों से पता चलता है कि वह कितने आशावादी थे। योगेंद्र बस हल्के से मुस्कुराया। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह भी अपने साथियों की तरह ही महसूस कर रहा था। चारों ने लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया, तब जाकर भद्रेश अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ वापस लौटा। संप्रदाय के नेता, क्या पुराने पूर्वज आपके प्रस्ताव से सहमत थे? सुदर्शन ने पूछा। हालांकि भद्रेश के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे जवाब पता था। हाँ, वह मान गया। भद्रेश ने सिर हिलाया और फिर आकर्ष की ओर मुड़ा और बोला, मास्टर आकर्ष, पुराने पूर्वज कीमिया सम्मेलन में आपके साथ जाने का इरादा रखते हैं। वह कीमिया में आपके कौशल को देखना चाहते हैं। सबसे जरूरी बात यह आपकी सुरक्षा के लिए है। आखिरकार, अगर आप उन मूल्यवान दिव्य विधियों या दिव्य क्षमताओं को जीत लेते हैं तो ये लाजिमी है कि आपकी रक्षा करने वाले किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ की अनुपस्थिति में कुछ नापाक इरादे वाले लोग जरूर होंगे। ऐसी स्थिति में कृपया पुराने पूर्वज के प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करें, आकर्ष ने विनम्रता से कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी रक्षा करने और उसके कौशल को देखने के अलावा पुराने पूर्वज उसके साथ कीमिया सम्मेलन में भी जाना चाहते थे ताकि वह ये सुनिश्चित कर सके कि राजा स्तर का दिव्य अस्त्र खो न जाए। आखिरकार, ताई दिव्य संप्रदाय और बंजर भूमि में राजा स्तर का दिव्य अस्त्र ही एकमात्र था। ताई दिव्य संप्रदाय के लिए इसका महत्व बहुत अधिक था। यदि ताई दिव्य संप्रदाय राजा स्तर का दिव्य अस्त्र खो देता तो वह अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा भी खो देता। भद्रेश ने जाने से पहले उनके साथ कुछ और बातें की। इसके तुरंत बाद आकर्ष ने भी 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों को विदाई दी और अपने निवास पर लौट आया। चारवी, आकर्ष को जब यकीन हो गया कि चारवी साधना नहीं कर रही है तो उसने पुकारा। फिर उसने उसे दिन भर की घटना सुनाई। तो आप 2 साल बाद कीमिया सम्मेलन में भाग लेंगे। चारवी की आंखें चमक उठी जब उसने उत्साह से पूछा, वहाँ बंजर भूमि और अन्य क्षेत्रों से कई दिव्य कीमियागर होंगे, इसलिए यह वास्तव में जीवंत होगा, है ना? क्या तुम भी इस मस्ती में शामिल होना चाहते हो? आकर्ष स्वाभाविक रूप से चारवी के विचारों को समझ गया। उसने अपना सिर हिलाया और बेबसी से मुस्कुराया। क्या मैं आ सकता हूँ? चारवी ने पूछा। अगर आकर्ष अकेले ही कीमिया सम्मेलन में भाग ले रहा था तो इसमें कोई शक नहीं कि वह उसे भी साथ ले आएगा। हालांकि उसने पहले ही बता दिया था कि 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों के अलावा ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज एक 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक भी कीमिया सम्मेलन में भाग लेंगे। चारवी, अगर तुम सम्मेलन में आना चाहती हो तो बेशक आ सकती हो। उसने हाथ बढ़ाकर चारवी के सिर पर प्यार से थपथपाया। उसके चेहरे पर स्नेह का भाव साफ दिखाई दे रहा था। जब वे छोटी दुनिया में थे, देविका के शब्दों के आधार पर आकर्ष समझ गया कि हालांकि चारवी एक दुर्लभ हजार प्रेत बर्फ लोमड़ी थी जो प्रेत लोमड़ी कबीले में 10 लाख वर्षों में केवल एक बार दिखाई देती थी, वह प्रेत लोमड़ी कबीले के कुछ लोगों के लिए कांटा भी बन गई थी। अन्यथा स्वर्गीय राजा देविका उसे चारवी को प्रेत लोमड़ी कबीले के सदस्यों से दूर रखने के लिए क्यों कहते? उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर प्रेत लोमड़ी कबीले की कुछ ताकतों को पता चला कि चारवी 1000 प्रेत बर्फ लोमड़ी है तो डू परिवार को छोड़कर वे उसे किसी भी कीमत पर मार देंगे। डू परिवार प्रेत लोमड़ी कबीले में चारवी का परिवार था। ये स्पष्ट था कि प्रेत लोमड़ी कबीले में डू परिवार की विरोधी ताकतें परिवार में 1000 प्रेत बर्फ लोमड़ी के अस्तित्व से नाखुश होंगी। आकर्ष को थोड़ा सा एहसास हो रहा था कि चारवी की माँ उस समय कितनी लाचार रही होगी जब उसे वहां से जाना पड़ा होगा। आखिर एक माँ के लिए अपनी बेटी को छोड़कर जाना इतना आसान कैसे हो सकता है? इसलिए उससे चारवी के प्रति सहानुभूति हुई और वह उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगा। चारवी जाना चाहती है। चारवी ने आकर्ष की बात सुनते ही उत्साह से उसका हाथ खींच लिया। वह बिल्कुल किसी बड़े बच्चे जैसी थी। 2 साल बाद शुरू होने वाला कीमिया सम्मेलन बंजर भूमि में नहीं होगा। ये बंजर भूमि में होगा जो बंजर भूमि से सटी हुई थी।
ताइयी दिव्य संप्रदाय के 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूब की मदद के बावजूद उन्हें अपनी यात्रा 3 महीने पहले शुरू करनी होगी। आकर्ष ने ये सब ताइयी दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता भद्रेश और संप्रदाय के एक प्रमुख दिव्य कीमियागर सुदर्शन से सीखा। जैसा कि गुरु सुदर्शन और गुरु सुनील ने कहा था, अगले 2 वर्षों में मुझे संप्रदाय की एकल विशेषता वाली ड्यूब ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं को समझने में अपना समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आकर्ष ने सुदर्शन और सुनील की सलाह मान ली क्योंकि उसे वे उचित लगी। उसने अपना ध्यान कीमिया और साधना पर केंद्रित किया। अगर उसे कोई प्रश्न होता तो वह सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र से संपर्क करता। चूंकि तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागर अलग अलग तरीकों से कुशल थे, इससे उसे सभी पहलुओं में अपने कौशल और ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद मिली। आधे साल बाद सुदर्शन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर आकर्ष, न केवल आपके पास एक असाधारण प्रमुख दिव्य अग्नि है, बल्कि कीमिया में आपकी प्रतिभा भी ईर्ष्यापूर्ण है। वर्तमान में मेरे पास आपको सिखाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं भी। सुनील भी कड़वाहट से मुस्कुराया। यद्यपि योगेंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट था कि वह भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। हालांकि तीनों प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ जानते थे कि आकर्ष बेहद प्रतिभाशाली है, लेकिन पिछले 6 महीनों में आकर्ष के बारे में उनके विचार फिर से ताज़ा हो गए। उन्होंने पाया कि वह उनकी सोच से भी ज्यादा प्रतिभाशाली था। इससे पहले आकर्ष ने जो प्रतिभा दिखाई थी, वह तो बस एक छोटी सी झलक थी। आकर्ष की प्रतिभा ने उन्हें खुद पर शर्मिंदा कर दिया था। आकर्ष ने ईमानदारी से कहा, किसी भी मामले में हमेशा मेरी मदद करने के लिए 3 मास्टर को बहुत धन्यवाद। मैं इस दयालुता को अपने दिल में उकेरूंगा। हालांकि सुदर्शन और अन्य 2 प्रमुख दिव्य गुरुओं ने हमेशा यही कहा था कि वे आकर्ष की पूरे दिल से मदद कर रहे थे ताकि वे द्विगुण या त्रिगुण दिव्य विधि या दिव्य क्षमता प्राप्त कर सकें, लेकिन वह जानता था कि वे इसे बस एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ताओ कीमिया में अपने कौशल और ज्ञान के साथ अगर उन्हें द्विगुण या त्रिगुण दिव्य विधि या दिव्य क्षमताएं चाहिए होती, तो वे आसानी से किसी ऐसे संप्रदाय में शामिल हो सकते थे जो ताइयी दिव्य संप्रदाय से ज्यादा शक्तिशाली होता। कुछ वर्षों तक एक शक्तिशाली संप्रदाय में रहकर और उसमें योगदान देने के बाद उनके लिए एकल गुण या त्रिगुण दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होती। चूंकि वे ताइयी दिव्य संप्रदाय में शामिल हुए थे, इसलिए ये देखा जा सकता था कि उन्हें द्विगुण या एकल गुण दिव्य विधियों और दिव्य क्षमता में ज्यादा रुचि नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने उसकी खुले दिल से मदद भी की। देविका द्वारा रची गई उस छोटी सी दुनिया में कदम रखने से पहले वह देख सकता था कि वे सभी सचमुच उसके बारे में चिंतित थे। वह ये भी देख सकता था कि वे इतने मददगार इसलिए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उसमें क्षमता है और वे नहीं चाहते थे कि यह क्षमता बर्बाद हो। उसे इस हद तक उनकी मदद करने से कोई तात्कालिक लाभ नहीं दिख रहा था, इसलिए वह उनकी ईमानदारी से काफी प्रभावित हुआ। पुनर्जन्म मार्शल सम्राट सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। पिछले आधे साल में मैंने उनकी स्मृतियों और कीमिया के ज्ञान को पूरी तरह से समझने में बहुत समय लगाया। उसके बाद ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें खुल गई हों। मैं तीनों गुरुओं की शिक्षाओं को आधे प्रयास में 2 गुनी तेजी से समझ सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मुझे भी पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की कीमिया की प्रतिभा विरासत में मिली हो। कुछ हद तक ऐसा लगता है जैसे शिष्य ने अपने गुरु को पीछे छोड़ दिया है। आकर्ष ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आंखें रात के आकाश के तारों की तरह चमक रही थीं। आधे साल बाद अपनी प्रगति का आकलन करने के बाद वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था। शुरुआत में आकर्ष गोलियों को परिष्कृत करने में मुख्यतः पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की बदौलत ही सक्षम था। हालांकि पुनर्जन्म मार्शल सम्राट के रसायन विद्या के ज्ञान को समझने और स्वयं सीखने के बाद वह पहले ही पुनर्जन्म मार्शल सम्राट से आगे निकल चुका था। रसायन विद्या में उसका पूर्ण रूप उसके वर्तमान रूप की बराबरी नहीं कर सकता था। रसायन विद्या में निपुणता प्राप्त करना सचमुच अच्छा लगता है। आकर्ष की आंखें आधी बंद थीं और वह अपने रसायन विद्या के ज्ञान और कौशल के बारे में सोच रहा था। इस समय उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव साफ दिखाई दे रहा था। पहले जब वह रसायन विद्या का अध्ययन और गोलियों को परिष्कृत करने का अभ्यास करता था, तो उसे खुद पर कम भरोसा था और रसायन विद्या में उसकी रुचि उतनी प्रबल नहीं थी। वह रसायन विद्या को ज्यादा महत्व नहीं देता था। हालांकि इस समय उसे लगा कि उसका हृदय और शरीर एक हो गए हैं। उसने मन ही मन सोचा, शायद अब मुझे एक सच्चा प्रतिष्ठित दिव्य रसायनज्ञ माना जा सकता है। आकर्ष ने अपनी आंखें खोली और मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, अभी 1 साल और 3 महीने बाकी हैं, जब हमें कीमिया सम्मेलन के लिए बंजर भूमि पर जाना है। चूंकि तीनों गुरुओं को लगता है कि उनके पास मुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि ताइयी दिव्य संप्रदाय के पुस्तकालय में कीमिया से संबंधित कई रचनाएं हैं। वह कीमिया के क्षेत्र में और सुधार और प्रगति करने के लिए दृढ़ था। स्वाभाविक रूप से आकर्ष अपनी साधना के बारे में नहीं भूला। वर्तमान में
वह एक पीले स्तर का सर्वोच्च दिव्य पुरुष था। ताई दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य द्वीप पर साधना वातावरण अब उसे पर्याप्त स्वर्गीय और पृथ्वी आत्मा ऊर्जा प्रदान नहीं कर पा रहा था। इस कारण वह केवल 4वीं के कक्ष में ही साधना कर सकता था। 4वीं के दिव्य क्रिस्टल द्वारा प्रदान किए गए श्रेष्ठ साधना वातावरण के साथ उसकी साधना गति उस समय की तुलना में जरा भी धीमी नहीं थी जब वह एक महान सर्वोच्च स्वर्णिम दिव्य क्षेत्र था। उसे 60% से भी अधिक विश्वास था कि वह एक सफलता प्राप्त कर सकेगा और कीमिया सम्मेलन से पहले एक गहन स्तर का सर्वोच्च दिव्य पुरुष बन सकेगा। समय बीतता रहा और आकर्ष साधना और कीमिया सीखने में व्यस्त हो गया। 3 महीने बाद, बहुत समय हो गया, भाई पेई क्यों नहीं लौटे? आकर्ष अब और इंतजार नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने ताई दिव्य संप्रदाय छोड़कर उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की ओर जाने का फैसला किया। वह उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के 13वें राजकुमार लौकिक से प्रद्युम्न देव के बारे में पूछेगा। मैं इस मौके का इस्तेमाल 13वें राजकुमार से भी मिलने के लिए कर सकता हूँ। हमारी पिछली मुलाकात को काफी समय हो गया है। आकर्ष को पक्का यकीन था कि प्रद्युम्न देव उड़ते हुए ड्रैगन के स्वर्गीय साम्राज्य में नहीं है, वरना प्रद्युम्न देव उन्हें ढूंढते। फिर भी उसने उड़ते हुए ड्रैगन के स्वर्गीय साम्राज्य की यात्रा करने का फैसला किया। ये जानने पर कि आकर्ष ताई दिव्य संप्रदाय को छोड़कर उड़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की यात्रा पर जा रहा है, भद्रेश, जो आकर्ष को एक अद्वितीय खजाने की तरह मानता था, ने पूर्व वाम संरक्षक और ताई दिव्य संप्रदाय के वर्तमान सर्वोच्च बुजुर्ग रुद्रसेन को आकर्ष की यात्रा पर साथ जाने के लिए भेजने में संकोच नहीं किया। बड़े रुद्रसेन, मास्टर आकर्ष उड़ते ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की यात्रा करना चाहते हैं। कृपया उनके साथ चलें और सुनिश्चित करें कि वह सुरक्षित और स्वस्थ संप्रदाय में लौट आएं। ताई दिव्य संप्रदाय के इतिहास में किसी को भी ऐसा सम्मान नहीं मिला था। आकर्ष शायद संप्रदाय का एकमात्र व्यक्ति था जिसे व्यक्तिगत अनुरक्षक के रूप में 7 सितारा दिव्य ड्यूक दिया गया था। ताई दिव्य संप्रदाय की संपत्ति छोड़ने के बाद रुद्रसेन ने आकर्ष से कहा, गुरु आकर्ष, मैं इससे पहले भी आपसे मिलना चाहता था। हालांकि मुझे आपकी साधना में विघ्न पड़ने का डर था, इसलिए मैं आपकी तलाश नहीं कर पाया। एल्डर रुद्रसेन, आपको मेरे साथ इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार ये तो कहा ही जा सकता है कि मैं आपकी वजह से ही ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल हुआ, आकर्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। कुछ देर रुकने के बाद उसने पूछा, एल्डर रुद्रसेन, क्या कोई खास वजह है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे? रुद्रसेन की आंखें कुछ पल के लिए चमक उठी, फिर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। मैंने अभी संप्रदाय के नेता से सुना है कि तुम 1 साल बाद बंजर भूमि में होने वाले कीमिया सम्मेलन में भाग लोगे और वहां तुम्हारे साथ प्राचीन पूर्वज भी होंगे। सबसे जरूरी बात, मैंने सुना है कि तुम सिर्फ आधे घंटे में कड़ाही गर्म कर सकते हो। बड़े रुद्रसेन, क्या आपको संदेह है? आकर्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर शक है, बस ये सचमुच अकल्पनीय है। रुद्रसेन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बाकी सब छोड़ो, यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता को भी, जिसने तुम्हें 2 बार कड़ाही गर्म करते हुए देखा है, पहली बार तुम्हारे हुनर देखकर इस बात को पचाने और मानने में मुश्किल हुई होगी। उस समय उसे ये भी आश्चर्य हुआ था कि क्या तुमने पहले से कड़ाही गर्म कर रखी थी? क्या आपने पहले से ही कड़ाही गर्म कर ली थी? सचमुच? आकर्ष को आखिरकार याद आया कि उसने भद्रेश के सामने 2 बार अपने हुनर का प्रदर्शन किया था। पिछली बार जब उसने प्रदर्शन किया था तो भद्रेश ने ऐसा व्यवहार क्यों किया जैसे उसने कड़ाही गर्म करने में उसकी गति कभी देखी ही न हो। उसे यह बात थोड़ी उलझन भरी लगी। हालांकि रुद्रसेन की बात सुनने के बाद उसे एहसास हुआ, ऐसा लग रहा था कि अपने पहले प्रदर्शन के बाद भद्रेश ने मान लिया था कि उसने कड़ाही पहले से ही गर्म कर ली है और उसे नहीं लगता था कि वह ऐसा करतब कर सकता है। आकर्ष ने अपना सिर हिलाया। इस समय उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी जा सकती थी। भद्रेश सचमुच बहुत ज्यादा सोच रहा था। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय के नेता के मन में उस समय ये विचार आएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि जब तीनों गुरु मुझे अपने निवास पर लाए तो वह मुझे फिर से कड़ाही गर्म करते हुए देखना चाहता था। ऐसा लगता है कि तीनों गुरु ये भी जानते थे कि संप्रदाय के नेता को मेरे कौशल पर संदेह है, इसलिए वे संप्रदाय के नेता के सामने मेरे फिर से अपने कौशल का प्रदर्शन करने से बहुत खुश थे। खैर, ये स्वाभाविक ही है क्योंकि तीनों गुरु प्रसिद्ध दिव्य कीमियागर हैं और बता सकते हैं कि मैं धोखा नहीं दे रहा था। संप्रदाय के नेता के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हालांकि आकर्ष के मन में एक आश्वस्त करने वाला विचार आया। उसे याद आया कि जब वह पहली बार सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र से मिला था तो योगेंद्र ने कहा था कि सबसे कुशल और प्रतिष्ठित दिव्य कीमियागर को भी एक कड़ाही गर्म करने में 5 घंटे लगते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संप्रदाय के नेता ने पूछा था कि क्या मुझे एक कड़ाही गर्म करने में 6 घंटे से कम समय लगता है।
मास्टर यू ने उन्हें एक कुशल प्रमुख दिव्य कीमियागर की गर्म करने की गति के बारे में भी बताया होगा। इसके अलावा मुझे यकीन है कि वह कुछ हद तक कीमिया समझते हैं। शायद इसीलिए वह ये जानने के लिए इतने उत्सुक थे कि मुझे कढ़ाई गर्म करने में कितना समय लगता है, आकर्ष ने मन ही मन सोचा। जब आकर्ष को होश आया तो उसने रुद्रसेन की उत्सुक निगाहें देखीं। उसने हंसते हुए पूछा, क्या एल्डर रुद्रसेन, क्या आप भी इसे देखना चाहते हैं? क्या यह आपके लिए असुविधाजनक होगा यदि मैं रुक कर देखता रहूं? रुद्रसेन को शर्मिंदगी महसूस हुई कि आकर्ष ने उसे देख लिया था। चिंता मत करो, बस आधा घंटा लगेगा, आकर्ष मंद मंद मुस्कुराया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपनी बड़ी सी पिल कढ़ाई निकाली। उसने धीरे से कढ़ाई को रुद्रसेन के सामने रख दिया और फिर कढ़ाई गर्म करने लगा। मास्टर आकर्ष, आप क्या कर रहे हैं? रुद्रसेन चकित रह गया जब आकर्ष ने कढ़ाई उसकी ओर बढ़ा दी। बड़े रुद्रसेन, आप देख सकते हैं कि कढ़ाई पहले से गर्म तो नहीं की गई है, आकर्ष ने कहा। वह रुद्रसेन से यह पुष्टि करवाना चाहता था कि वह धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है। मास्टर आकर्ष, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। आपको तो पता भी नहीं था कि मैं रुक कर देखने वाला हूँ। आप पहले से कढ़ाई कैसे गर्म कर सकते हैं? आकर्ष ने रुद्रसेन की ओर देखा और फिर कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने धोखा दिया और मास्टर सुदर्शन और अन्य लोगों के सामने गोलियों को परिष्कृत करने से पहले ही कढ़ाई को गर्म कर दिया था? मेरा यह मतलब नहीं है। मैं आकर्ष की निगाहों का सामना करते हुए रुद्रसेन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। किसी भी हालत में एल्डर रुद्रसेन, आपको इसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए। इस तरह आप ज्यादा सहज महसूस करेंगे, आकर्ष ने कहा। ये सुनकर रुद्रसेन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपने सामने रखी प्रमुख पिल कढ़ाई को छुआ और उसका तापमान जांचा। साथ ही उसने अपनी दिव्य चेतना से भी उसकी जांच की। उसे यह पुष्टि करने में बस 1 सेकंड लगा कि कढ़ाई छूने पर ठंडी थी और उसे पहले से गर्म नहीं किया गया था। उसने कढ़ाई आकर्ष को वापस भेज दी और कहा, मेरा काम हो गया। उसके बाद रुद्रसेन ने शर्मिंदगी भरी आंखों से आकर्ष को देखा। आकर्ष को नाराज करने के डर से उसने जल्दी से अपनी बात समझाई। मास्टर आकर्ष, मेरा आप पर शक करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस सदमे और अचंभे में था। मैं समझ गया, आकर्ष ने कहा। उसने अब रुद्रसेन के साथ शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने दिया और कढ़ाई गर्म करने के लिए अपनी कैस दिव्य ज्वाला को बुलाया। आधे घंटे बाद आकर्ष ने आखिरकार कढ़ाई गर्म करना बंद कर दिया और गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कहने की जरूरत नहीं कि गोलियां सफलतापूर्वक परिष्कृत हो गईं। ये देखकर रुद्रसेन ने आखिरकार पुष्टि की कि आकर्ष को हंडा गर्म करने में सचमुच सिर्फ आधा घंटा लगा था। उसने आकर्ष से माफी मांगने की पहल की। मास्टर आकर्ष, मुझे माफ करना, मेरा आप पर शक करने का कोई इरादा नहीं था। आकर्ष, जिसने अभी अभी कढ़ाई रखी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए रुद्रसेन को गौर से देखते हुए बोला, बड़े रुद्रसेन, अपने चरित्र के आधार पर आप बिना किसी कारण के मुझ पर आसानी से शक नहीं करेंगे। क्या आप मुझे वह कारण बता सकते हैं कि आप मुझे कढ़ाई गर्म करते हुए व्यक्तिगत रूप से क्यों देखना चाहते थे? ऐसा लग रहा था कि वह रुद्रसेन के मन की बात पढ़ सकता था। मास्टर आकर्ष, मैं। रुद्रसेन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। कुछ ही देर बाद उसकी जगह एक शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति आ गई, मानो वह कुछ छिपा रहा हो। आकर्ष ने पहल करते हुए कहा, वास्तव में भले ही आप मुझे न बताएं, मुझे पता है कि पुराने पूर्वज ने आपको मेरा परीक्षण करने के लिए कहा था। वह अपने शब्दों में स्पष्ट था। तुम्हें तो पहले से ही पता था। रुद्रसेन हैरान रह गया। उसे जिज्ञासा हुई कि आकर्ष को ये कैसे पता चला। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही है। जब आकर्ष ने रुद्रसेन के चेहरे पर हैरान अभिव्यक्ति देखी तो आकर्ष विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तुम मेरी बात को झूठा साबित कर रहे थे। रुद्रसेन को आखिरकार एहसास हुआ कि आकर्ष ने उसे सच उगलवाने के लिए उकसाया था। उसके चेहरे पर एक बेबस और व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह जानता था कि उसने उस व्यक्ति का पर्दाफाश कर दिया है जिसने उसे यह आदेश दिया था। उसने जल्दी से कहा, मास्टर आकर्ष, कृपया भविष्य में जब आप पुराने पूर्वज से मिले तो उन्हें ये बात न बताएं, वरना वह मुझे जरूर डांटेंगे। ये कहते हुए रुद्रसेन ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज की कार्रवाई का बचाव करना भी नहीं भूले। कृपया पुराने पूर्वज गुरु आकर्ष को समझने की कोशिश करें। हालांकि संप्रदाय के नेता ने आपकी पुष्टि की है, यह मामला आखिरकार राजा स्तर के दिव्य अस्त्र से संबंधित है। पुराने पूर्वज के पास इस मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं समझ गया, आकर्ष ने सिर हिलाया। वह पुराने पूर्वज की बात समझ सकता था। आखिरकार अगर वह पुराने पूर्वज की जगह होता तो वह भी यही करता। मैंने इस बात को दिल पर नहीं लिया। एल्डर रुद्रसेन, चलिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। ठीक है,
आकर्ष की बात सुनकर रुद्रसेन ने राहत की सांस ली। फिर वह ताईगी दिव्य संप्रदाय की संपत्ति से उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान आकर्ष के मन में एक विचार आया। उसने रुद्रसेन की ओर देखा और पूछा, बड़े रुद्रसेन, क्या करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के दिव्य कीमियागर आगामी कीमिया सम्मेलन में भाग लेंगे? वैसे मुझे तो ये भी नहीं पता कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय किस क्षेत्र से है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनका क्षेत्र कीमिया सम्मेलन में भाग लेगा। जहाँ तक आकर्ष को पता था, करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय बंजर भूमि से ज्यादा दूर नहीं था, वरना 1000 मकड़ियों वाले दिव्य संप्रदाय की शर्मिला करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की शिष्या मानवी की अच्छी दोस्त कैसे बन सकती थी। दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय सामान्य क्षेत्र में स्थित है। सामान्य क्षेत्र ने हमेशा कीमिया सम्मेलन में भाग लिया है। इसके अलावा बंजर भूमि, प्रकाश क्षेत्र और छाया क्षेत्र भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रुद्रसेन ने उत्तर दिया, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई कारण नहीं है कि दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय कीमिया सम्मेलन में भाग न ले। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने आकर्ष की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, गुरु आकर्ष, आपने अचानक दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय के बारे में क्यों पूछा? क्या आपका उस संप्रदाय से कोई संबंध है? ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। आकर्ष ने बेसुध होकर सिर हिलाया। उसके मन में अनायास ही एक सुंदर आकृति प्रकट हुई और उसने मन ही मन सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह भी आएगी। वह सुंदर आकृति मानवी की थी, जो करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की एक शिष्या थी, जिसके साथ उसने एक दिव्य राजा द्वारा छोड़े गए एक छोटे से संसार में संभोग किया था, जो उसके आत्मा के सर्वोच्च स्वर्ग, एक देवता लोक में आरोहण के तुरंत बाद था। ... रुद्रसेन एक 7 सितारा दिव्य ड्यूक थे। उनकी मदद से उन्हें उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। अपनी गति के कारण उन्हें अपनी यात्रा में किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। अगर उन्हें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा तो रुद्रसेन की शक्ति के कारण उन्हें अब कठिनाई नहीं माना जा सकता था। ... उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के शाही महल में 13वें राजकुमार के निवास में। मास्टर आकर्ष। उड़ते हुए ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य के 13वें राजकुमार लौकिक आकर्ष को फिर से देखकर अपनी खुशी रोक नहीं पाए। हालांकि आकर्ष की वर्तमान स्थिति के कारण अब उनके लिए आकर्ष के साथ पहले की तरह सहज व्यवहार करना उचित नहीं था। आकर्ष स्वाभाविक रूप से लौकिक के व्यवहार में आए बदलाव को भांप गया। उसने मन ही मन आह भरी, पर कुछ कहा नहीं। वह जानता था कि चाहे वह कुछ भी कहे, लौकिक उसे ताईगी दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ के रूप में ही देखेगा, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक शब्द से उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य को आसानी से नष्ट कर सकता है। लौकिक ने आकर्ष के साथ उसी तरह संयम से व्यवहार किया जैसे उसने रहस्यमय भाई प्रद्युम्न देव के साथ किया था। आकर्ष ने ज्यादा बात नहीं घुमाई। 13वें राजकुमार, क्या आपने हाल ही में भाई पेई को देखा है? यही मुख्य कारण था कि वह उड़ते हुए ड्रैगन के स्वर्गीय साम्राज्य में लौट आया था। नहीं, लौकिक ने सिर हिलाया। उसने पूछा, मास्टर आकर्ष, क्या आप भाई पेई से मिलने दोबारा आए थे? दरअसल जब से हम दोनों भाई पेई से मिलने गए थे, तब से मैंने उन्हें दोबारा नहीं देखा। जिन नौकरों को मैंने उनके घर की सफाई के लिए भेजा था, उन्होंने भी उन्हें नहीं देखा। मुझे लगता है कि वे किसी काम से परेशान होंगे। हालांकि आकर्ष को इसकी उम्मीद थी, फिर भी वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। एक पल बाद उसने लौकिक की ओर देखा और सिकुड़ी हुई आंखों से कहा, 13वें राजकुमार, मैंने सुना है कि अब आप उड़ते हुए ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य के युवराज हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको उड़ते हुए ड्रैगन आकाशीय साम्राज्य का सम्राट बनने में मदद कर सकता हूं। हालांकि उड़ते हुए ड्रैगन का दिव्य साम्राज्य ताईगी दिव्य संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उच्च श्रेणी के दिव्य साम्राज्यों में से एक नहीं था, फिर भी आकर्ष आसानी से लौकिक को उड़ते हुए ड्रैगन के दिव्य साम्राज्य के सिंहासन पर बिठा सकता था। मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय निश्चित रूप से ताईगी दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ के रूप में उसकी स्थिति पर विचार करेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लौकिक ने सिर हिलाया। पिताजी ने मुझसे कहा था कि वे 10 साल बाद मुझे गद्दी सौंप देंगे। समय बिल्कुल सही है, मैं इतनी जल्दी गद्दी पर नहीं बैठना चाहता। लौकिक मुस्कुराते हुए आगे बोला, शुक्रिया मास्टर आकर्ष। अगर आप न होते तो मैं उड़ते हुए ड्रैगन के स्वर्गीय साम्राज्य का युवराज न बन पाता। वह अच्छी तरह जानता था कि उससे पहले वाले व्यक्ति ने उसकी किस्मत बदल दी थी। अगर वह व्यक्ति न होता तो वह आज भी उड़ते हुए ड्रैगन के स्वर्गीय साम्राज्य के किसी अनजान कोने में अपने दुखद भाग्य पर विलाप कर रहा होता। रात भर रुकने के लिए लौकिक के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद आकर्ष रुद्रसेन के संरक्षण में ताईगी सेलेस्टियल संप्रदाय की संपत्ति में लौट आया। ताईगी दिव्य संप्रदाय में लौटने के बाद आकर्ष ने अपना समय रसायन विद्या के अध्ययन में लगाया। स्वाभाविक रूप से ऐसे समय भी आए जब वह ऊब गया या कठिनाइयों का सामना किया।
ऐसे समय में उसने रसायन विद्या का अध्ययन बंद कर दिया और राजा स्तर की साधना पद्धति ताई गहन पद्धति से साधना पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वह आगे बढ़ सके और एक गहन श्रेणी का सर्वोच्च दिव्य पुरुष बन सके। इस दौरान ताई दिव्य संप्रदाय और बंजर भूमि में कोई खास घटना नहीं घटी। सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था। समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। अब समय आ गया था कि आकर्ष ताई दिव्य संप्रदाय और बंजर भूमि को छोड़कर बंजर भूमि पर कीमिया सम्मेलन में भाग लेने जाए। एक विशाल प्रांगण में एक कमरे का दरवाजा अचानक खुला और 2 व्यक्ति जो स्वर्ग में बनी जोड़ी जैसे लग रहे थे बाहर निकले। वह आदमी बहुत सुंदर था। उसकी तलवार जैसी भौहें और चमकदार आंखें थीं। उसका व्यवहार लाजवाब और असाधारण था। दूसरी ओर वह स्त्री बेमिसाल सुंदरी थी और उसका रूप रंग भी उसके अनुरूप था। ऐसा लग रहा था मानो उसे स्वयं ईश्वर ने गढ़ा हो। उसके आगे आसपास की हर चीज फीकी पड़ गई थी। सफेद वस्त्र पहने महिला ने अपने बगल वाले आदमी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई आकर्ष, क्या अब हम संप्रदाय के नेता भद्रेश की तलाश करें? उसकी मुस्कान अविश्वसनीय रूप से चमकदार थी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि चारवी थी जो लंबे समय से बंद कमरे में साधना कर रही थी। उसके बगल में बैठा आदमी जाहिर है आकर्ष था। वह भी उसके साथ साधना कर रहा था। ठीक है, आकर्ष ने धीरे से सिर हिलाया। संप्रदाय के नेता और मैंने आज दोपहर को मिलने का फैसला किया है। अब लगभग समय हो गया है। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। चिलचिलाती धूप क्षितिज पर ऊंची लटक रही थी। सूरज की स्थिति से उसे अंदाजा हो गया कि 15 मिनट में दोपहर हो जाएगी। आकर्ष के दिमाग में एक विचार आया और उसने जानबूझकर पूछा, वैसे चारवी, क्या तुम्हें कोई सफलता मिली? इससे पहले चारवी एक पृथ्वी स्तरीय सर्वोच्च स्वर्गीय दिव्या थी। अगर उसे सचमुच कोई सफलता मिली थी तो इसका मतलब था कि अब वह स्वर्ग स्तरीय सर्वोच्च स्वर्गीय दिव्या थी। हालांकि आकर्ष 1 साल से भी ज्यादा समय से चारवी के साथ एक ही कमरे में साधना कर रहा था, फिर भी उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों ही साधना में पूरी तरह डूबे हुए थे। उसने चारवी को आज ही उसकी साधना से जगाया था क्योंकि वे कीमिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंजर भूमि जा रहे थे। चारवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे 2 महीने पहले एक सफलता मिली थी। 2 महीने पहले? आकर्ष की आंखें चमक उठी और उसने चारवी को बधाई दी। चारवी, बधाई हो, तुम फिर से मजबूत हो गई हो। भाई आकर्ष, तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि इस समय मुझ में शक्ति की कमी है। हालांकि मैं स्वर्ग श्रेणी की सर्वोच्च दिव्य शक्ति बन गई हूँ, फिर भी मेरी शक्ति मेरे साथियों से कम है, चारवी ने आह भरते हुए कहा। हालांकि उसे असाधारण दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं विरासत में मिली थीं, फिर भी उसे उन्हें समझने में कठिनाई हो रही थी। इस कारण वह दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही थी। दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं में निपुणता के मामले में वह आकर्ष से भी तुलना नहीं कर सकती थी। इस कारण उसकी शक्ति अधिकांश स्वर्ग श्रेणी के सर्वोच्च स्वर्गीय शक्ति से कमजोर है। वास्तव में वह उन उत्कृष्ट और शक्तिशाली पृथ्वी श्रेणी के सर्वोच्च स्वर्गीय शक्ति के समकक्ष भी नहीं हो सकती, जिन्हें अपनी दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं में पूर्ण निपुणता प्राप्त थी। चारवी, तुम अभी बहुत छोटी हो, आकर्ष ने उसे दिलासा देने की कोशिश में कहा। इसके अलावा अपनी प्रतिभा के साथ अगर तुम दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं को समझने में खुद को समर्पित करती रहोगी तो निस्संदेह तुम में सुधार होगा। अगर कोई बाधा आए तो हार मत मानो, बस लगन से साधना करो और तुम्हारी साधना का आधार स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपकी सलाह मानूंगा। चारवी ने सिर हिलाया। चारवी की आज्ञाकारी भावना देखकर आकर्ष की नजरें और भी ज्यादा स्नेहमय हो गईं। फिर उसने मुड़कर सूरज की ओर देखा और कहा, समय हो गया है, चलो संप्रदाय के नेता को ढूंढते हैं। इसके बाद वह चारवी को भद्रेश के निवास पर ले गया। उन्हें भद्रेश के निवास पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वे ताई दिव्य संप्रदाय की जागीर के एक ही प्रमुख दिव्य द्वीप पर रहते थे। जब भद्रेश को उनके आगमन की सूचना दी गई तो वे मुख्य हॉल में प्रवेश कर गए। जैसे ही आकर्ष ने हॉल में प्रवेश किया, उसने पाया कि ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर पहले से ही वहां मौजूद थे। मास्टर सुदर्शन, मास्टर सुनील, मास्टर युधिष्ठिर। आकर्ष ने सुदर्शन, सुनील और युधिष्ठिर का आदरपूर्वक अभिवादन किया। वे सच्चे थे और उन्होंने कीमिया के क्षेत्र में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, इसलिए वह उन्हें अपना बड़ा मानता था। दरअसल वह भद्रेश के साथ भी उतना सम्मान नहीं रखता था जितना वह 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों के साथ रखता था। भद्रेश, जो किनारे खड़ा था, स्वाभाविक रूप से यह भाग गया। हालांकि उसे बुरा नहीं लगा। आखिरकार वह जानता था कि आकर्ष 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों का सम्मान करता था क्योंकि वह उन्हें अपना गुरु मानता था। आकर्ष का अभिवादन सुनकर तीनों ने एक साथ जवाब दिया, मास्टर आकर्ष, चारवी।
आकर्ष ने मुख्य हॉल में चारों ओर देखा। एक व्यक्ति गायब है, लगता है पुराने पूर्वज अभी तक नहीं आए हैं। इस बार ताई दिव्य संप्रदाय के 6 लोग कीमिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंजर भूमि जा रहे थे। 6 में से 5 लोग पहुंच चुके थे। छठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ताई दिव्य संप्रदाय का पुराना पूर्वज था, जो संप्रदाय का एकमात्र 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक था। गुरुजनों, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, पुराने पूर्वज जल्द ही यहाँ आएंगे, भद्रेश ने आश्वस्त करते हुए कहा, ये देखकर कि पुराने पूर्वज दोपहर होने के बावजूद अभी भी अनुपस्थित थे। अगर आकर्ष ताई दिव्य संप्रदाय के सच्चे बुजुर्ग होते तो इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। आखिरकार संप्रदाय में सभी पूर्वज से कनिष्ठ थे। कनिष्ठों का अपने वरिष्ठों की प्रतीक्षा करना सामान्य बात थी। औचित्य की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि आकर्ष संप्रदाय के केवल एक अंतरिम बुजुर्ग थे, वह जब चाहे जा सकते थे। स्वाभाविक रूप से ताई दिव्य संप्रदाय उन्हें धमकी देकर जाने से रोक सकता था। हालांकि भविष्य में अगर यह बात फैल गई तो संप्रदाय में अंतरिम बुजुर्ग बनने की हिम्मत कौन करेगा। ये ठीक है, सुदर्शन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हम तीनों इस समय का उपयोग मास्टर आकर्ष के साथ कीमिया पर चर्चा करने के लिए कर सकते हैं। पिछले वर्ष के दौरान मास्टर आकर्ष की मदद से हमारे कौशल में भी सुधार हुआ है। ये सच है, सुनील ने बीच में कहा। फिर उसने आकर्ष की ओर देखा और उसे बड़े ही अच्छे अंदाज में चिढ़ाया। मास्टर आकर्ष, अगर आपने पिछले साल कोई प्रगति नहीं की है तो मुझे डर है कि आपको कुछ समय के लिए हमसे सीखना पड़ेगा। यद्यपि योगेंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने आकर्ष को देखा तो उसकी आंखें उम्मीदों से भरी हुई थीं। ... आधे घंटे बाद तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागर हंस नहीं पा रहे थे। जब वे चारों कीमिया पर चर्चा करते तो आकर्ष के शब्द और ज्ञान उन्हें निःशब्द कर देते। उनके पास उसकी बातों का खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ आधे घंटे में उन्हें पता चल गया कि आकर्ष का कीमिया में ज्ञान और कौशल उनके ज्ञान और कौशल से कहीं बढ़कर था। भद्रेश, जो किनारे पर खड़ा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। आकर्ष की कड़ाही गर्म करने की गति देखकर उसने तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागरों से बात की थी। उसे पता चला था कि कड़ाही गर्म करने की अपनी बेहतरीन गति के अलावा आकर्ष शुरुआत में 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों से कई मामलों में कमतर था। फिर 1 साल से भी ज्यादा समय पहले उसने तीनों को ये कहते सुना कि आकर्ष इतना बेहतर हो गया है कि अब उनके पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। वे बराबरी पर थे। आज सिर्फ आधे घंटे में उसे हैरानी से पता चला कि आकर्ष कितना प्रतिभाशाली है। आकर्ष तीनों प्रमुख दिव्य कीमियागरों से आगे निकल गया था। सुदर्शन ने आकर्ष की ओर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी सदमे के भाव थे। मास्टर आकर्ष, 1 साल से भी ज्यादा समय पहले मुझे लगा था कि आपको अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया है। लगता है मैं सही हूँ, आप और भी ज्यादा कुशल हो गए हैं। मैं सहमत हूँ। सुनील ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। मास्टर आकर्ष, कीमिया में आपका ज्ञान पूरे 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के शीर्ष दिव्य कीमियागरों में भी असाधारण है। पूरे 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ये स्पष्ट था कि वह आकर्ष के कीमिया ज्ञान और कौशल से बहुत प्रभावित था। मुझे प्रमुख दिव्य कीमियागर से बात करने का मौका मिला है, जिन्हें पिछले कीमिया सम्मेलन में सबसे कुशल माना जाता है। मास्टर आकर्ष, मुझे कहना होगा कि आप उनसे भी अधिक कुशल हैं। योगेंद्र ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर कहा। पिछले कीमिया सम्मेलन में जिस व्यक्ति को सबसे कुशल और प्रमुख दिव्य कीमियागर के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, वह सूरज हैं, जो प्रकाश क्षेत्र में प्रज्वलित सूर्य दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य कीमियागर हैं, है ना? योगेंद्र की बातें सुनकर भद्रेश की आंखें चौड़ी हो गईं। वह भी 30 साल पहले हुए पिछले कीमिया सम्मेलन में शामिल हुआ था और योगेंद्र और सूरज के बीच हुई चर्चा के बारे में जानता था। उस समय प्रकाश क्षेत्र के धधकते सूर्य दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ सूरज ने 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के कई प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों को पराजित किया और उन्हें 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सबसे कुशल प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ के रूप में मान्यता मिली। भद्रेश को याद आया कि उस समय वह सूरज के कौशल से अभिभूत थे। उन्होंने सचमुच योगेंद्र से आकर्ष के इतने उच्च मूल्यांकन की उम्मीद नहीं की थी। कौन जानता था कि योगेंद्र कहेंगे कि आकर्ष ने सूरज को पीछे छोड़ दिया है, भले ही ये केवल सैद्धांतिक ज्ञान के मामले में ही क्यों न हो। योगेंद्र, सुदर्शन और सुनील अगर भद्रेश के विचारों से वाकिफ होते तो वे उनका मजाक उड़ाते। सैद्धांतिक ज्ञान, वे भद्रेश की तुलना में आकर्ष से कहीं ज्यादा परिचित थे। भद्रेश शायद अनजान हो, लेकिन उनमें से 3 जानते थे कि आकर्ष की प्रमुख दिव्य अग्नि कितनी दुर्लभ और असाधारण थी। उसकी प्रमुख दिव्य अग्नि आधे घंटे में एक कड़ाही गर्म कर सकती थी। यह अन्य प्रमुख दिव्य अग्नि से कहीं बेहतर थी। वे ये भी जानते थे कि वह इतना प्रतिभाशाली था कि उसके लिए अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाना मुश्किल नहीं होगा।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखना मुश्किल नहीं था कि वह 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के सबसे कुशल प्रमुख दिव्य कीमियागर से भी बेहतर था। सुदर्शन के मन में एक विचार आया। उसने झट से आकर्ष की ओर देखा। उसकी हरकत ने सबका ध्यान खींचा। सबकी चौकस निगाहों के सामने उसने बेबाकी से पूछा, मास्टर आकर्ष, क्या लिटिल वर्ल्ड में रहते हुए आपका कोई संयोग हुआ था? क्या इसीलिए आप इतने निखर गए? मुझे सच में कोई और वजह नहीं सूझ रही कि इतने कम समय में आपकी कीमियागिरी इतनी बढ़ गई। ये सुनकर सुनील और योगेंद्र की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सही, उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। छोटी दुनिया से लौटने के बाद आकर्ष की कीमियागिरी की कलाएं आसमान छू रही थीं। छोटी दुनिया में आने से पहले हालांकि वह बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन इतना भी नहीं था। हालांकि भद्रेश को ऐसा नहीं लगा कि ऐसा है, लेकिन वह आकर्ष के जवाब के बारे में भी उत्सुक थे। मास्टर सुदर्शन, अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मुझे आखिरकार याद आया कि मुझे लिटिल वर्ल्ड के एक प्रमुख दिव्य कीमियागर की स्मृतियां प्राप्त हुई थीं। हालांकि मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस प्रमुख दिव्य कीमियागर की कुशलताएं मेरी जैसी ही थीं और आप तीनों से कमतर थीं। हालांकि हमारी स्मृतियों के मिलन के बाद ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा जानकार हो गया हूँ। लिटिल वर्ल्ड के एक प्रमुख दिव्य कीमियागर की स्मृतियां विरासत में मिलने वाली बात को छोड़कर आकर्ष झूठ नहीं बोल रहा था। उसे भी यह अजीब लगा था। पुनर्जन्म मार्शल सम्राट के कीमिया ज्ञान और अपने ज्ञान के साथ उसकी प्रतिभा अद्भुत हो गई थी। शायद इसे भी एक ज्ञानोदय माना जा सकता है, जैसा कि सुदर्शन ने पहले कहा था। फिर आकर्ष ने सुदर्शन की ओर देखा। सुदर्शन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह अजीब है। अगर यह वैसा ही है जैसा तुमने कहा, तो तुम्हारे कौशल में उस प्रसिद्ध दिव्य रसायनज्ञ के स्तर के कारण इतना सुधार नहीं होना चाहिए था जिसका ज्ञान तुम्हें विरासत में मिला है। इसके अलावा इससे तुम और भी ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं बन पाओगे। सुनील और योगेंद्र ने सुदर्शन की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है? आकर्ष भी हैरान था। आकर्ष अभी भी इस विषय पर विचार कर ही रहा था कि तभी उसके मन में एक ठंडी हंसी गूंजी जिसने उसे चौंका दिया। तुम? आकर्ष के मन में एक ऊर्जावान आवाज गूंजी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा सांसारिक क्षेत्र के पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की वजह से है? यह अराजकता दिव्य ज्वाला है जिसने तुम्हारी प्रतिभा को निखारा है, जिसने अपनी स्मृति को तुम्हारी कीमिया प्रतिभा को निखारने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है। बेटा, मुझे और अराजकता दिव्य ज्वाला को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करो। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। क्या ये गहन दिव्य धातु की आवाज है? आकर्ष को होश आया और उसने अपने शरीर के अंदर झांका। उसने देखा कि गहन दिव्य धातु कुछ बार चमकी, फिर रोशनी मंद हो गई। उसने उसे कितनी भी बार पुकारा, गहन दिव्य धातु ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसे अचानक एहसास हुआ, वह मेरे दिमाग में चल रहे विचारों को पढ़ सकता है। वरना गहन दिव्य धातु को सांसारिक क्षेत्र के पुनर्जन्म मार्शल सम्राट के बारे में कैसे पता चला? आकर्ष के दिल में डर का एक संकेत दिखाई दिया जब उसने खुद से सोचा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह अच्छी बात है या बुरी बात है कि मेरे शरीर में 2 राक्षस हैं। वे उसके मन की बात पढ़ सकते थे। क्या इसका मतलब ये था कि वह उनसे कोई राज नहीं छिपा पाएगा? आकर्ष कड़वी मुस्कान के साथ बोला, शुक्र है वे ज्यादातर समय बेहोशी की हालत में ही रहते हैं, वरना मैं उनके सामने पूरी तरह बेनकाब हो जाऊंगा। उसके बाद आकर्ष ने कई बार कैस दिव्य ज्वाला को पुकारा, लेकिन कैस दिव्य ज्वाला की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे आकर्ष को पता चला कि गहन दिव्य धातु और अराजकता दिव्य ज्वाला हमेशा सचेत नहीं रहते। इसके अलावा उसने गहन दिव्य धातु से कुछ ही शब्दों का आदान प्रदान किया था कि वह फिर से बेहोश हो गई। खैर, अब तो ये मेरे लिए फायदेमंद है, आकर्ष ने मन ही मन सोचा जब उसे उस गहन दिव्य धातु की याद आई जिसने उसकी आत्मा की रक्षा की थी, जैसे कि आत्मरक्षा करने वाला दिव्य अस्त्र, और कैसे अराजकता दिव्य ज्वाला ने उसकी रसायन विद्या में प्रतिभा को बढ़ाया था। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए उसके दिल का डर काफी हद तक दूर हो गया। रहस्य सुलझ गया है। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मैंने कीमिया में इतनी तरक्की क्यों की। पता चला कि यह पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की स्मृति या किसी ज्ञानोदय का असर नहीं है। ये सब कैस डिवाइन फ्लेम की बदौलत है जिसने पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की स्मृति को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके मेरी कीमिया प्रतिभा को और निखारा। आकर्ष की जिज्ञासा जागृत हुई और वह मन ही मन सोचता रहा, लेकिन कैस दिव्य ज्वाला क्या है? ये दिव्य अग्नि की तरह भी काम कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये दिव्य अग्नि से कहीं बेहतर है। अगली बार जब कैस दिव्य ज्वाला उठेगी तो मुझे उससे इसके बारे में जरूर पूछना होगा। हालांकि अराजकता दिव्य ज्वाला एक बार जाग चुकी थी और गहन दिव्य धातु 2 बार जाग चुकी थी, आकर्ष उनसे संवाद करने में असफल रहा। वे इतनी जल्दी बेहोश हो जाते थे कि उसके पास उनसे संवाद करने का समय ही नहीं होता था।
इससे पहले गहन दिव्य धातु ने कहा था कि अगर मैं उनकी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करूं तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इसका मतलब है कि उन्हें एक हद तक मेरी मदद की जरूरत है। जब आकर्ष और 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर आकर्ष की अचानक और आश्चर्यजनक प्रगति के बारे में सोच रहे थे, तभी भद्रेश की आवाज अचानक हवा में गूंजी। 4 गुरुओं, पुराने पूर्वज आ गए हैं। उनमें से 4 को तुरंत होश आ गया और उन्होंने मुख्य हॉल के बाहर देखा। एक बूढ़ा आदमी मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। बूढ़ा लंबा और हट्टा कट्टा था। वह देखने में दयालु और जवान लग रहा था। बाहर से एक बूढ़ी आकृति हॉल में तैरती हुई आई। अब फ्यूचर एड्स। वह एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बूढ़ा आदमी था जिसने धूसर रंग का लबादा पहना हुआ था। उसका रूप रंग दयालु और चेहरा जवान था। पहली नजर में उन्हें लगा कि वह एक दयालु बूढ़ा आदमी है। वह हमारे संप्रदाय के पुराने पूर्वज हैं। नमस्कार पुराने पूर्वज, भद्रेश, सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र ने एक साथ कहा और जल्दी से झुक गए। बूढ़े पूर्वज, आकर्ष ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बूढ़े आदमी का अभिवादन किया। दूसरी ओर आकर्ष के पास खड़ी चारवी ने बूढ़े आदमी को उत्सुकता से देखा। उसने उसे नमस्कार तो दूर प्रणाम भी नहीं किया। वह किसी को भी यूं ही प्रणाम नहीं करती। ताई दिव्य संप्रदाय के पूर्वज धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने भद्रेश, सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र के अभिवादन के जवाब में सिर हिलाया। तभी उसकी नजर आकर्ष और चारवी पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी और उसने सच्चे मन से कहा, तुम दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी जैसे हो। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। आकर्ष विनम्रता से मुस्कुराया। चारवी, जो आमतौर पर उदासीन रहती थी, भूरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी की बातें सुनते ही तुरंत शर्मा गई। लड़की, क्या तुम शर्मा रही हो? ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने चारवी के गुलाबी गालों को देखकर हंस दिया। ये सुनकर चारवी के गाल और भी लाल हो गए। उसने बूढ़े पूर्वज को घूरते हुए कहा, मूर्ख बूढ़े, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें नमस्कार नहीं किया? मूर्ख बूढ़ा आदमी। चारवी की बातें सुनते ही आकर्ष के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। वह बूढ़ा न सिर्फ ताई दिव्य संप्रदाय का पूर्वज था, बल्कि 8 त्रिग्राम दिव्य शासक भी था। और फिर भी चारवी ने उस बूढ़े को बेवकूफ कहा। भद्रेश, सुदर्शन और बाकी लोग भी हैरान रह गए। उनके हाव भाव एकदम बदल गए। भद्रेश ने झट से कहा, कृपया उसकी बात पर ध्यान न दें बूढ़े पूर्वज। वह स्वभाव से भोली है। वह दूसरों से कम ही मिलती जुलती है, इसलिए उसकी बातें बेबाक हो सकती हैं। उसका इरादा आपको अपमानित करने का बिल्कुल नहीं था। सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र ने भी जल्दी से झुककर प्रणाम किया। कृपया उसे माफ कर दीजिए। उन तीनों के आकर्ष के साथ अच्छे संबंध थे। स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते थे कि चारवी को कोई नुकसान पहुंचे। जैसा कि कहावत है, मुझसे प्यार करो, मेरे कुत्ते से प्यार करो। उनकी उम्मीदों के विपरीत ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने चारवी की बातें सुनकर संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों की दलीलों को अनसुना करते हुए खिलखिलाकर हंस दिया। हंसी थमने के बाद उन्होंने चारवी की ओर देखा और कहा, बेटी, पहली बार मुझे बेवकूफ बूढ़ा कहा गया है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं गुस्सा होकर तुम पर हमला कर दूंगा? चारवी के जवाब देने से पहले ही आकर्ष के चेहरे के भाव बदल गए। उसने झट से कहा, पुराने पूर्वज, चारवी बहुत कम लोगों से मिलती जुलती है। उसे दूसरों से बात करते समय सही शिष्टाचार भी नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर देंगे। हालांकि ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने आकर्ष पर ध्यान नहीं दिया। वह चारवी को देखता रहा, स्पष्ट रूप से उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। बूढ़े आदमी, क्या आप ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज नहीं हैं? आप इतने तुच्छ कैसे हो सकते हैं? आकर्ष और अन्य लोगों की प्रतिक्रिया देखकर चारवी को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके शब्द और व्यवहार अनुचित थे। आखिरकार जब उसने उस बूढ़े व्यक्ति से बात की थी जो एक 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक था, तो वह असभ्य और लापरवाह थी। क्षुद्र ताई दिव्य संप्रदाय के पूर्वज चारवी की बातों से कुछ देर के लिए अचंभित रह गए। फिर वे फिर से हंसे। कितना दिलचस्प है, मुझे तुम पसंद आ गई हो। क्या बात है, क्या तुम सीधे शिष्य बनने में रुचि रखती हो? ये सुनकर आकर्ष और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें आश्चर्य हुआ कि न केवल पूर्वज नाराज नहीं थे, बल्कि वे चारवी को अपना प्रत्यक्ष शिष्य भी स्वीकार करना चाहते थे। ये परिणाम कुछ अप्रत्याशित था। आकर्ष को छोड़कर सभी को यकीन था कि चारवी पुराने पूर्वज की प्रत्यक्ष शिष्या बनने के लिए राजी हो जाएगी। जब उन्होंने उसे सिर हिलाते देखा तो वे फिर से चौंक गए। आप तो बस एक 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक हैं। मैं आपका प्रत्यक्ष शिष्य बनने से इनकार करता हूँ। बूढ़ा पूर्वज फिर हंसा। क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो जबकि मैं 8 त्रिग्राम दिव्य हूँ? हालांकि उसने चारवी पर कोई दबाव नहीं डाला। कुछ बातें जबरदस्ती नहीं की जा सकती और उसे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं था।
इसके अलावा अगर उसने जिद की होती तो क्या ऐसा नहीं लगता कि वह एक 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक एक प्रत्यक्ष शिष्य के लिए बेताब था। कुछ क्षण बाद ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज ने अपनी आंखें सिकोड़कर आकर्ष की ओर देखा। गुरु आकर्ष, संप्रदाय के नेता ने आपकी प्रशंसा की है और आपकी कड़ाही गर्म करने की गति के बारे में बताया है। इस बार ताई दिव्य संप्रदाय को बेहतर दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं प्राप्त करने के लिए आप पर निर्भर रहना होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने आकर्ष की ओर हाथ बढ़ाए। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, आकर्ष ने जवाब दिया। इस समय भद्रेश ने वृद्ध पूर्वज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वृद्ध पूर्वज, इस संप्रदाय को कीमिया सम्मेलन में हमारी कल्पना से कहीं अधिक लाभ होगा। न केवल उनका तापन कौशल अद्भुत है, बल्कि वे कीमिया में भी अत्यंत पारंगत हैं। उनकी तुलना सूरज से की जा सकती है, जिन्हें पिछले सम्मेलन में सबसे कुशल प्रमुख दिव्य कीमियागर चुना गया था। ऐसे कई लोग हैं जो कीमिया के सिद्धांतों पर बहस करते हैं और अक्सर ये चर्चाएं एक शर्त और प्रतिस्पर्धा में बदल जाती हैं। फिर उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से आकर्ष की ओर देखा। उन्हें पूरा विश्वास था कि आकर्ष ताई दिव्य संप्रदाय के लिए बेहतर दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ओह, भद्रेश की प्रशंसा सुनकर ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने आश्चर्य से आकर्ष की ओर देखा। उनकी आंखों में संदेह की एक झलक थी। वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि सूरज कौन थे। सूरज को 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सबसे कुशल प्रमुख दिव्य कीमियागर के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता था। सूरज इतने प्रसिद्ध थे कि विदेशी देशों के संप्रदायों ने भी उन्हें अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। बहरहाल भद्रेश ने केवल इतना कहा कि आकर्ष का कीमिया ज्ञान सूरज के बराबर था। भद्रेश ने आकर्ष की व्यवहारिक क्षमता के बारे में कुछ नहीं कहा। इस कारण से उन्हें नहीं लगता था कि आकर्ष सूरज जितना अच्छा था। पुराने पूर्वज संप्रदाय के नेता ने जो कहा वह सच है। योगेंद्र, जो ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज के सामने खड़ा था, जब उसने पुराने पूर्वज के चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव देखा तो वह भद्रेश के शब्दों का समर्थन करने के लिए आगे आया। पिछले कीमिया सम्मेलन के दौरान मैंने सूरज के साथ कीमिया पर चर्चा की थी। उस समय सूरज की कीमिया में महारत निश्चित रूप से मास्टर आकर्ष जितनी नहीं थी। हालांकि तब से इतने साल बीत चुके हैं, मुझे यकीन नहीं है कि सूरज में और सुधार हुआ है या नहीं। हालांकि एक बात तो तय है, मास्टर आकर्ष सूरज से कमतर नहीं होंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि 30 साल बाद सूरज के लिए ज्यादा सुधार करना असंभव है, जब तक कि वह आकर्ष जितना प्रतिभाशाली न हो। ओह, बूढ़े पूर्वज को आखिरकार आकर्ष के हुनर पर यकीन हो गया। आखिरकार न सिर्फ भद्रेश ने आकर्ष की गवाही दी थी, बल्कि योगेंद्र ने भी आकर्ष की गवाही दी थी। जब उसने फिर से आकर्ष की ओर देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। अब फ्यूचर एड्स, आकर्ष न केवल 100 वर्ष से कम आयु के एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ थे और उनके पास असाधारण दिव्य अग्नि थी, बल्कि उनका ज्ञान और कौशल भी सूरज से कम नहीं था, जिन्हें दक्षिण पूर्व के 6 क्षेत्रों में सबसे कुशल प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ माना जाता था। उनकी रसायन विद्या में प्रतिभा अद्भुत थी। अप्रत्याशित रूप से ऐसा व्यक्ति ताई दिव्य संप्रदाय का प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ था। बूढ़े पूर्वज की चमकती आंखों में उत्सुकता का भाव देखा जा सकता था जब उन्होंने कहा, मास्टर आकर्ष, मैं सम्मेलन में आपके प्रदर्शन का पहले से भी अधिक इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, आकर्ष ने उत्तर दिया। चूंकि ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज आ चुके थे, वे बंजर भूमि की ओर बढ़ना शुरू कर सकते थे, जहाँ कीमिया सम्मेलन आयोजित किया जाना था। आकर्ष और अन्य लोगों ने भद्रेश को विदा किया और पुराने पूर्वज के नेतृत्व में ताई दिव्य संप्रदाय की जागीर छोड़ दी। चूंकि पुराने पूर्वज 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक थे, इसलिए उनकी गति स्वाभाविक रूप से बेहद तेज थी। हालांकि उन्हें अपने साथ 5 लोगों को ले जाना था, फिर भी उनकी गति इतनी तेज थी कि आकर्ष को भी चमकता हुआ दृश्य धुंधला सा लग रहा था। बंजर रेगिस्तान का धूसर और पीला रंग और घास का हरा रंग एक दूसरे में घुल मिल गए थे। कितनी तेज! तो यह 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक की गति है, आकर्ष ने आश्चर्य से सोचा। हालांकि पुराने पूर्वज की गति की परवाह किए बिना उन्हें जो दूरी तय करनी थी वह लंबी थी, इसलिए बंजर भूमि पर पहुंचने में उन्हें कुछ समय लगा। आकर्ष के चेहरे पर हैरान करने वाले भाव देखकर सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि पुराने पूर्वज तेज हैं? हाँ, आकर्ष ने सिर हिलाया, वह वाकई तेज है। इस रफ्तार से तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना? आखिरकार हमें क्षेत्रों को पार करना ही होगा और जिस जगह पर कीमिया सम्मेलन आयोजित हो रहा है वह बंजर भूमि के दूसरी तरफ है। ये स्थल बंजर भूमि और बंजर भूमि की सीमाओं से काफी दूर है। हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, सुदर्शन ने उत्तर दिया। 2 महीने! आकर्ष चौंक गया। 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक की मदद के बावजूद भी 2 महीने लगेंगे।
अगर वह अकेला होता तो क्या उसे मंजिल तक पहुंचने में ही कई साल नहीं लग जाते। वास्तव में बंजर भूमि काफी विशाल है। हमारी बंजर भूमि में बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदाय बंजर भूमि के मध्य क्षेत्र में स्थित हैं, जो विभिन्न दिव्य राज्यों से घिरा हुआ है। हालांकि दिव्य राज्यों की परिधि में एक रेगिस्तान है जो स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा से रहित है। ये रेगिस्तान सभी दिव्य राज्यों के संयुक्त आकार से भी अधिक विशाल है, सुदर्शन ने आकर्ष से कहा। ये सही है, सुनील ने उसी क्षण बीच में कहा। अगर कोई 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक होता तो ताई दिव्य संप्रदाय से बंजर भूमि छोड़ने में कम से कम 2 महीने लगते। हालांकि साधना के लिए अनुपयुक्त रेगिस्तान तक पहुंचने में केवल 5 दिन लगेंगे। सुदर्शन और सुनील के शब्दों ने आकर्ष को बंजर भूमि को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। जैसा कि पता चला, बंजर भूमि इतनी विशाल है। कौन जानता था कि बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदाय और उनके शासन वाले दिव्य राज्य बंजर भूमि का केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। बंजर भूमि का अधिकांश भाग एक रेगिस्तान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा ऊर्जा बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। सुदर्शन और सुनील के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से आकर्ष को ये भी पता चला कि बंजर भूमि के अलावा 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में से 5 भी उतने ही विशाल थे। देवता क्षेत्र अर्थात आत्मा का अधिपति स्वर्ग इतना विशाल था कि दिव्य रत्नयस्क और दिव्य स्फटिक शिराएं भूमि के केवल एक छोटे से हिस्से को ही ढक पाती थीं। इसलिए आत्मा के अधिपति स्वर्ग के केवल कुछ ही भाग स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा ऊर्जा से समृद्ध थे। सबसे समृद्ध स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा वाले स्थान और सबसे कम स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा ऊर्जा वाले स्थान के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसके अलावा आकर्ष ने कई अन्य चीजों के बारे में भी सीखा। सुदर्शन ने कहा, 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को बंजर भूमि, सामान्य क्षेत्र, क्रॉस क्षेत्र, प्रकाश क्षेत्र और छाया क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों के नाम दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के इतिहास में 3 प्रसिद्ध दिव्य प्रभुओं के नाम पर रखे गए हैं। ये 3 दिव्य प्रभु थे बंजर दिव्य प्रभु, सामान्य क्रॉस दिव्य प्रभु और प्रकाश छाया दिव्य प्रभु। बंजर भूमि और बंजर भूमि का नाम बंजर दिव्य प्रभु के नाम पर रखा गया है। सामान्य क्षेत्र और क्रॉस क्षेत्र का नाम सामान्य क्रॉस दिव्य प्रभु के नाम पर रखा गया है और प्रकाश क्षेत्र और छाया क्षेत्र का नाम प्रकाश छाया दिव्य प्रभु के नाम पर रखा गया है। एक उपाधिधारी दिव्य प्रभु और साधारण दिव्य प्रभुओं में क्या अंतर है? आकर्ष ने पहली बार उपाधिधारी दिव्य प्रभुओं के बारे में सुना था। वह केवल इतना जानता था कि दिव्य प्रभु दिव्य राजाओं से एक स्तर अधिक शक्तिशाली होते हैं और दिव्य प्रभुओं को एक मूल से लेकर 10 दिशाओं तक 10 चरणों में विभाजित किया गया था। देवता लोकों में सबसे शक्तिशाली दिव्य प्रभुओं की आमतौर पर अपनी उपाधियां होती हैं। उदाहरण के लिए बंजर भूमि और बंजर भूमि के सबसे शक्तिशाली दिव्य प्रभु को बंजर दिव्य प्रभु की उपाधि दी गई थी। सामान्य क्षेत्र और क्रॉस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली दिव्य प्रभु को सामान्य क्रॉस दिव्य प्रभु की उपाधि दी गई थी और प्रकाश और छाया क्षेत्रों के सबसे शक्तिशाली दिव्य प्रभु को प्रकाश छाया दिव्य प्रभु की उपाधि दी गई थी। सुनील ने आकर्ष को समझाया। उपाधि प्राप्त दिव्य प्रभु सामान्य दिव्य प्रभुओं से कहीं आगे होते हैं। अधिक शक्तिशाली होने के अलावा उन्हें उपाधि प्राप्त करने से पहले आत्मा के सर्वोच्च स्वर्ग की सबसे रहस्यमयी और पवित्र शक्ति उपाधि मंदिर में जाकर 9 दिव्य प्रभुओं के साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़नी होती है। उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 10 दिव्य प्रभुओं में से केवल अंतिम जीवित दिव्य प्रभु को ही मंदिर द्वारा उपाधि दी जाती है। फिर जीवित दिव्य प्रभु का नाम उपाधि मंदिर में उपाधि प्राप्त दिव्य प्रभुओं की पुस्तक में दर्ज किया जाता है। इस सूची को अद्यतन किया जाएगा और जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी। वास्तव में उपाधि प्राप्त दिव्य प्रभु बनना आसान नहीं है, इसलिए उपाधि मंदिर द्वारा मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त दिव्य प्रभु निश्चित रूप से असाधारण और सामान्य दिव्य प्रभुओं से श्रेष्ठ होते हैं। सुनील ने एक ही सांस में समझाया। कितना क्रूर, 10 दिव्य प्रभुओं में से 9 को मरना ही पड़ता है। केवल एक जीवित दिव्य प्रभु को ही उपाधि दी जाएगी। आकर्ष की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि उपाधि प्राप्त दिव्य प्रभुओं को उनकी शक्ति के आधार पर एक विशेष उपाधि दी जाती है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दिव्य प्रभुओं को उपाधि प्राप्त दिव्य प्रभु बनने के लिए इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वर्तमान में 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कोई दिव्य राजा भी नहीं है। हालांकि आप कह रहे हैं कि अतीत में न केवल 3 दिव्य स्वामी थे, बल्कि तीनों दिव्य स्वामी की उपाधि भी रखते थे। आकर्ष ने पूछा। 1 साल पहले उड़ते हुए ड्रैगन दिव्य साम्राज्य से ताई दिव्य संप्रदाय की जागीर की यात्रा के दौरान ताई दिव्य संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग रुद्रसेन ने उन्हें बताया था कि 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कोई दिव्य राजा नहीं है। उन्हें ये जानकर आश्चर्य क्यों नहीं हुआ कि कभी 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में 3 दिव्य स्वामी थे। आकर्ष ने मन ही मन सोचा, हो सकता है कि अब 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कोई दिव्य राजा न हो, क्योंकि वे इन क्षेत्रों को छोड़कर किसी बेहतर जगह पर चले गए हैं।
आखिरकार बेहतर साधना वातावरण में वे सफलता प्राप्त कर सकेंगे और दिव्य स्वामी बन सकेंगे। हालांकि 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में साधना वातावरण अच्छा था, फिर भी एक दिव्य राजा के लिए सफलता प्राप्त करना और दिव्य स्वामी बनना कठिन था। एक दिव्य राजा को सफलता प्राप्त करने के लिए 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्वर्गीय और पृथ्वी आत्मा ऊर्जा वाले स्थान की आवश्यकता होगी। गुरु सुनील, उपाधि मंदिर किस प्रकार का स्थान है? आपने कहा था कि ये देवता क्षेत्र आत्मा के स्वर्ग में सबसे पवित्र और रहस्यमय शक्ति है। आकर्ष ने सुनील की ओर देखा और पूछा। स्वाभाविक रूप से वह उस शक्ति के बारे में जानने को उत्सुक था जो दिव्य प्रभुओं को उपाधियां प्रदान करती है। अब तक उसने उपाधि मंदिर के बारे में कभी नहीं सुना था। हाँ, सुनील ने सिर हिलाया और कहा, शीर्षक मंदिर वास्तव में देवता क्षेत्र की सबसे पवित्र और रहस्यमय शक्ति है। वे तटस्थ रहे हैं और अन्य शक्तियों के बीच विवादों से दूर रहे हैं। फिर भी वे आत्मा के स्वर्ग की सबसे भयावह शक्तियों में से एक हैं। आत्मा के स्वर्ग के इतिहास में कई शक्तियां शिखर पर थी जिन्होंने शीर्षक मंदिर को चुनौती दी थी। हालांकि बिना किसी अपवाद के सभी शक्तियों का सफाया कर दिया गया। वे पूरी तरह से मिट गईं और आत्मा के स्वर्ग के इतिहास से गायब हो गईं। जब उन्होंने शीर्षक मंदिर के बारे में बात की तो उनकी आंखें सच्चे सम्मान से भर गईं। एक क्षण के बाद सुनील ने आगे कहा, दरअसल सभी 81 देवता लोकों में एक उपाधि मंदिर होता है। उपाधि मंदिर की पहुंच इतनी ही दूर तक होती है। हर देवता लोक का हर दिव्य स्वामी जो उपाधि प्राप्त दिव्य स्वामी बनना चाहता है, उसे उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु मंदिर लोक में जाना ही होगा। यही बात उन दिव्य सम्राटों पर भी लागू होती है जो उपाधि प्राप्त दिव्य सम्राट बनना चाहते हैं। उपाधिधारी दिव्य सम्राट। आकर्ष की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। तो अगर कोई उपाधिधारी दिव्य सम्राट बनना चाहता है तो उसे दूसरे दिव्य सम्राटों से भी युद्ध करना होगा। ये सही है, सुनील ने कहा। ये प्रक्रिया एक उपाधि प्राप्त दिव्य प्रभु बनने के समान है। अंतर केवल इतना है कि दिव्य प्रभुओं को उपाधि के लिए 9 अन्य दिव्य प्रभुओं से युद्ध करना पड़ता है, जबकि दिव्य सम्राटों को 4 दिव्य सम्राटों से युद्ध करना पड़ता है। उपाधि प्राप्त दिव्य प्रभु और सम्राट अपने साथियों की लाशों पर खड़े होते हैं। ये कहते हुए वह भावुक हो गए। कोई दिव्य भगवान या दिव्य सम्राट तब तक उपाधि मंदिर में नहीं जाएगा जब तक उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा न हो। आखिरकार यह मौत की लड़ाई है। 81 देवलोकों के सभी दिव्य सम्राट बिना किसी अपवाद के उपाधिधारी दिव्य सम्राट हैं, सुनील ने आगे कहा। आकर्ष को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि 81 देवलोकों के सभी 81 स्वर्गीय सम्राटों को दिव्य सम्राट की उपाधि दी गई थी। आखिरकार अगर कोई उपाधि पाने का भी हकदार नहीं है तो वह किसी देवलोक का स्वर्गीय सम्राट बनने का हकदार कैसे हो सकता है? आकर्ष ने उत्सुकता से पूछा, क्या किसी स्वर्गीय सम्राट के नेतृत्व वाली सेना के लिए उपाधि मंदिर को हराना संभव है? उसकी जानकारी के अनुसार स्वर्गीय सम्राट अपने आप में अधिपति थे। क्या स्वर्गीय सम्राट उपाधि मंदिर के बराबर थे? 81 देवलोकों के इतिहास में कम से 10 स्वर्गीय सम्राट ऐसे हुए हैं जो उपाधि मंदिर को गिराना चाहते थे। हालांकि बिना किसी अपवाद के वे सभी मारे गए, सुनील ने गंभीरता से कहा। सुनील की बातें सुनकर आकर्ष की सांस तेज हो गई। क्या टाइटल मंदिर सचमुच इतना भयानक था? क्या उपाधि मंदिर दिव्य अर्पण भूमि से संबंधित है? आकर्ष खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने दिव्य अर्पण भूमि के बारे में सोचा जो देवता लोकों से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती थी। यही वह जगह भी थी जहां कीर्ति, उसका परिवार और उसके दोस्त इस समय थे। दिव्य अर्पण भूमि से अब तक उसे जितने भी लोग मिले थे वे सभी अत्यंत शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि दिव्य अर्पण भूमि का एक तुच्छ अनुचर देवंश एकांत विनाशकारी स्वर्ग के स्वर्गीय सम्राट को असुर नरक में भागने पर मजबूर कर सका, जो सभी देवता लोकों के साथ सबसे घातक स्थानों में से एक है। पार्थिव की शक्ति तो और भी अथाह थी। आखिरकार देवंश जैसा अनुचर भी पार्थिव का अत्यंत सम्मान करता था। जहाँ तक देवता लोकों में किसी को भी याद है, उपाधि मंदिर सबसे लंबे समय से अस्तित्व में है। ये देवता लोकों की स्थापना के समय से ही मौजूद है। ये देवता लोकों की सबसे प्राचीन शक्ति है। अफवाह है कि उपाधि मंदिर में 10 दिशाओं के दिव्य सम्राट हैं। स्वाभाविक रूप से कोई नहीं जानता कि यह सच है या सिर्फ एक अफवाह। सुनील ने कहा, बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उपाधि मंदिर देवता लोकों में अडिग है। सौभाग्य से उपाधि मंदिर को देवता लोकों की शक्तियों के बीच विवादों में भाग लेने में कोई रुचि नहीं है। अन्यथा अपनी शक्ति के बल पर इसके लिए सभी देवता लोकों पर प्रभुत्व जमाना मुश्किल नहीं है। शीर्षक मंदिर। आकर्ष की आंखें क्षण भर के लिए चमक उठी। वह शीर्षक मंदिर की ताकत के बारे में जानने को उत्सुक था। उसके मन में अनायास ही एक अजीबोगरीब विचार आया।
अगर उसने शीर्षक मंदिर पर कब्जा कर लिया तो क्या इसका मतलब ये था कि वह आसानी से दिव्य अर्पण भूमि में घुसकर देवंश को मार सकता था और कीर्ति, उसके परिवार और दोस्तों को भगा ले जा सकता था? हालांकि उसने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। ऐसे विचार रखना मेरी कितनी हिम्मत है। अगर शीर्षक मंदिर पर कब्जा करना भी संभव हो तो भी मैं इसे हासिल नहीं कर पाऊंगा। उसके चेहरे पर आत्महीनता का भाव साफ दिखाई दे रहा था और वह व्यंग्यात्मक मुस्कान दे रहा था। मैं अभी भी दिव्य सम्राट या दिव्य प्रभु बनने से कोसों दूर हूँ। उपाधि मंदिर को हराने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं तो बस एक तुच्छ गहन श्रेणी का सर्वोच्च दिव्य पुरुष हूँ। आकर्ष जानता था कि उसने आसानी से सफलता प्राप्त कर ली है और एक गहन श्रेणी का सर्वोच्च दिव्य पुरुष बन गया है, क्योंकि पिछली बार जब वह सफलता प्राप्त करके पीले श्रेणी का सर्वोच्च दिव्य पुरुष बना था तब वह गहन श्रेणी के सर्वोच्च दिव्य पुरुष के बहुत करीब था। 4वीं के दिव्य स्फटिक, राजा श्रेणी साधना पद्धति, ताई गहन पद्धति, उसकी 99 दिव्य शिराओं और सर्वोच्च स्वर्गीय गोलियों की सहायता से यदि उसे सफलता नहीं मिलती तो वह वास्तव में बेकार होता। मुझे इतने कम समय में सफलता इसलिए मिली क्योंकि मेरी साधना का आधार लघु विश्व में मेरे कार्यकाल के बाद एक गहन श्रेणी के सर्वोच्च दिव्य पुरुष के बहुत करीब था। 4वीं दिव्य स्फटिक, ताई गहन विधि और मेरी 99 दिव्य शिराओं की सहायता के बिना मेरे लिए केवल 1 वर्ष से भी कम समय में एक गहन श्रेणी का सर्वोच्च दिव्य पुरुष बनना संभव नहीं होता। आकर्ष ये भी अच्छी तरह से जानता था कि यदि 4वीं की चाची ने उसे पीले स्तर का सर्वोच्च स्वर्गीय व्यक्ति बनने में मदद नहीं की होती तो वह इतने कम समय में एक गहन स्तर का सर्वोच्च स्वर्गीय व्यक्ति बनने में सक्षम नहीं होता। मास्टर सुनील, आकर्ष ने सुनील की आंखों में चमक भरकर विषय बदलते हुए उसकी ओर देखा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ताकत में अंतर जरूर होगा, है ना? उदाहरण के लिए सामान्य क्षेत्र का करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय बंज भूमि के 3 प्रमुख संप्रदायों से ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, सुनील ने सिर हिलाया। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ताकत में वाकई फर्क है। बंज भूमि 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक है। बंज भूमि, जो इस बार हमारा गंतव्य है, 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक है। बंज भूमि में 3 दिव्य संप्रदाय भी हैं जो बंज भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के बराबर ताकतवर हैं। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सबसे मजबूत सामान्य क्षेत्र और क्रॉस क्षेत्र हैं, उसके बाद प्रकाश क्षेत्र और छाया क्षेत्र हैं। बंज भूमि और बंज भूमि सबसे कमजोर हैं, सामान्य क्षेत्र और क्रॉस क्षेत्र। आकर्ष की आंखें चमक उठी जब उसने पूछा, मास्टर सुनील, आनंदमय संप्रदाय किस क्षेत्र से है? आनंदमय संप्रदाय क्रॉस क्षेत्र में है, सुनील ने उत्तर दिया। उसके मन में एक विचार आया और उसने आगे कहा, आनंदमय संप्रदाय और करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय पुराने दुश्मन हैं। शुरुआती वर्षों में वे एक दूसरे से जमकर लड़ते थे, लेकिन हाल के वर्षों में उनका संघर्ष कम हो गया है। हालांकि अब भी दोनों संप्रदायों के सदस्य जब भी मिलते हैं एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। आकर्ष ने सिर हिलाया। इससे पहले जब उसने मानवी से बात की थी तो उसे पता चला था कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय और आनंदमय संप्रदाय के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं। अन्यथा आनंदमय संप्रदाय का दिव्य राजा करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के 3 दिव्य अस्त्रों में से एक विश्व शुद्धि अश्वपूज का शंख लेकर उसे छोटी दुनिया में नहीं छिपाता। अगर मानवी विश्व शुद्धिकरण करने वाली हॉस्टेल विस्क की तलाश में लिटिल वर्ल्ड में नहीं जाती तो आकर्ष उससे नहीं मिल पाता। अगर वह समय में पीछे जा सकता तो वह लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश ही नहीं करता। ऐसा नहीं था कि वह मानवी को नापसंद करता था, हालांकि उसका अपनी पत्नियों को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा वह पूरी तरह से अपनी पत्नियों, परिवार और दोस्तों को दिव्य अर्पण भूमि से बचाने पर केंद्रित था। काश उसके पास समय को पीछे मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल अपने कार्यों की जिम्मेदारी ले सकता था। मानवी अब उसकी स्त्री थी। उसने उससे कहा था कि वह केवल तभी उसकी स्त्री हो सकती है जब उनके बीच यौन संबंध हो। हालांकि ये शब्द दबंग थे, लेकिन उन्होंने उस स्त्री पर दावा करने की उसकी मूल प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जिसके साथ वह सोया था। सुनील ने कहा, आनंदपूर्ण संप्रदाय और करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय समान शक्ति के हैं। हालांकि क्रॉस क्षेत्र में एक संप्रदाय ऐसा भी है जो आनंदपूर्ण संप्रदाय से भी अधिक शक्तिशाली है। यह इतना शक्तिशाली है कि आनंदपूर्ण संप्रदाय केवल तभी इसका मुकाबला कर पाएगा जब वह क्रॉस क्षेत्र के अन्य 2 संप्रदायों के साथ मिल जाए। क्रॉस क्षेत्र में 4 संप्रदाय सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, जबकि सामान्य क्षेत्र में 5 संप्रदाय सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय सामान्य क्षेत्र की 5 शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। किसी भी स्थिति में करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय और आनंदपूर्ण संप्रदाय को सामान्य क्षेत्र और क्रॉस क्षेत्र में केवल द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय ही माना जा सकता है। उन्होंने आकर्ष को आनंदमय संप्रदाय, दयालु दिव्य यात्री, सामान्य क्षेत्र और क्रॉस क्षेत्र की स्थिति के बारे में समझाया।
सुनील ने आगे कहा, सामान्य क्षेत्र और क्रॉस क्षेत्र में केवल एक संप्रदाय सभी संप्रदायों से ऊपर है। उस संप्रदाय का नाम क्या है? आकर्ष ने उत्सुकता से पूछा। ये गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय है, सुनील ने धीरे और स्पष्ट रूप से कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय भी है। आकर्ष की आंखें चमक उठी जब उसने फिर पूछा, चूंकि गहन स्वर्ग दिव्य 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली है, तो संप्रदाय में एक से ज्यादा 10 दिशाओं वाले दिव्य ड्यूक होने चाहिए, है ना? उसकी जानकारी के अनुसार करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय में केवल एक ही 10 दिशाओं वाला दिव्य ड्यूक था। चूंकि आनंदमय संप्रदाय की शक्ति करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के समान थी, इसलिए ये तर्कसंगत था कि संप्रदाय में भी एक 10 दिशाओं वाला दिव्य ड्यूक था। अगर गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था, तो ये स्वाभाविक ही था कि संप्रदाय में एक से ज्यादा 10 दिशाओं वाले दिव्य ड्यूक थे। बिल्कुल, सुनील ने सिर हिलाया। प्रखर स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय में 3 10 दिशाओं वाले दिव्य राजकुमार हैं। 10 दिशाओं वाले दिव्य राजकुमारों में से 2 जुड़वां भाई हैं। जब वे एकजुट होते हैं तो वे दक्षिणी स्वर्गीय क्षेत्र के दिव्य राजाओं से कमजोर राजाओं के लिए अजेय हो जाते हैं। क्या वे दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के दिव्य राजाओं से कमजोर लोगों के लिए अजेय हैं? दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र कहाँ है? आकर्ष उत्सुक था। आखिरकार दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के बारे में सुनना उसके लिए पहली बार था। मुझे दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सुनील ने कहा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्र दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र में स्थित हैं। मास्टर सुदर्शन, कृपया मास्टर आकर्ष को समझाएं। आप हम तीनों में सबसे बुजुर्ग और सबसे ज्यादा जानकार हैं। फिर सुनील ने सुदर्शन की ओर देखा। सबसे बूढ़े से आपका क्या मतलब है? मास्टर सुनील, अपनी बात पर ध्यान दीजिए। सुदर्शन ने सुनील को चिढ़कर देखा, फिर आकर्ष की ओर देखा। मास्टर आकर्ष, 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, साथ ही 9 दक्षिणी क्षेत्र, 5 दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और 7 पश्चिमी क्षेत्र दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के किनारे पर स्थित हैं। हम दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र की सीमा पर और सबसे दूरस्थ स्थान पर स्थित हैं। दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र एक उपाधिधारी दिव्य भगवान द्वारा नियंत्रित है। दक्षिणी स्वर्ग उस दिव्य भगवान की उपाधि है। दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र का मध्य क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये हमारे 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा है। दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में अनगिनत शक्ति केंद्र हैं और उनके और उस सीमा क्षेत्र के बीच एक अवरोध है जहां हम हैं। उस अवरोध संरचना के कारण हमारे 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में जन्मे लोगों को दिव्य राजा बनने के बाद दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में जाना होगा। अन्यथा व्यक्ति का साधना आधार पीछे हटने लगेगा। लंबे समय के बाद व्यक्ति पीछे हटकर दिव्य ड्यूक बन जाएगा। यदि ऐसा होता है तो यह सफलता पाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। एक दिव्य राजा के बाधा संरचना से दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश करने के बाद दूसरी ओर लौटना मुश्किल होगा। आखिरकार बाधा तो उपाधिधारी दिव्य भगवान द्वारा ही स्थापित की जाती है। साधारण दिव्य राजकुमार भी बाधा संरचना को तोड़ने में सक्षम नहीं हैं। यही कारण है कि सीमा क्षेत्र में हमारे 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों सहित कोई दिव्य राजा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई दिव्य राजा नहीं है, बस उनमें से अधिकांश दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के केंद्र की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इससे आकर्ष को समझ में आ गया कि दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में विभाजित था, जहाँ 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्र स्थित थे। सुदर्शन ने आगे कहा, और एक बार जब दिव्य राजा सीमावर्ती क्षेत्र छोड़कर केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। लौटने के लिए कम से कम दिव्य स्वामी तो होना ही चाहिए। वास्तव में एक साधारण दिव्य स्वामी भी इस अवरोधक संरचना को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। मैं समझ गया। आकर्ष ने सिर हिलाया। उसने फिलहाल कोई सवाल नहीं पूछा। आखिरकार अभी अभी जो भी जानकारी उसने सीखी थी वह उसके लिए बहुत ज्यादा थी। उसने जाना कि 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों का बंजर इलाका भी दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र में था, जिस पर एक उपाधिधारी दिव्य प्रभु का नियंत्रण था। इसके अलावा दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्रों और मध्य क्षेत्र में विभाजित था। उसने ये भी जाना कि उपाधिधारी दिव्य प्रभु कितने शक्तिशाली होते हैं। साधारण दिव्य राजकुमार उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। मास्टर सुदर्शन, चूंकि केवल दिव्य राजा या वे जो अधिक शक्तिशाली हैं कि अवरोध संरचना को तोड़कर सीमा पर लौट सकते हैं, इसलिए ये कहना थोड़ा हास्यास्पद और निरर्थक है कि गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के जुड़वां 10 दिशाएं दिव्य ड्यूक दिव्य राजाओं से कमजोर लोगों के लिए अजेय हैं, है ना? आकर्ष ने कहा। दक्षिणी स्वर्गीय क्षेत्र की स्थिति को अच्छी तरह समझने के बाद उन्होंने पाया कि यह कहना निरर्थक था कि 10 दिशाएं दिव्य ड्यूक सीमा पर उन लोगों के लिए अजेय थे जो दिव्य राजाओं से नीचे हैं। आखिरकार सीमा पर कोई दिव्य राजा था ही नहीं।
वास्तव में बहुत से लोग सोचते हैं कि जुड़वां 10 दिशाएं दिव्य ड्यू के कहने में बेशर्म है कि वे दिव्य राजाओं से कमजोर लोगों के लिए अजेय हैं। सुदर्शन ने सिर हिलाया। आखिरकार मध्य क्षेत्र में इतने सारे 10 दिशाएं दिव्य ड्यूक हैं। उनमें से कई ने राजा स्तर की साधना विधियों की साधना की है और राजा स्तर की दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं में निपुणता प्राप्त की है। उनमें से कोई भी दोनों भाइयों को आसानी से हरा सकता है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि दिव्य राजा सीमावर्ती क्षेत्रों में न तो आ पाएंगे और न ही लौट पाएंगे, इसलिए वे इतने बेशर्म हैं कि वे कहते हैं कि वे दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र में दिव्य राजाओं से नीचे किसी के लिए भी अजेय हैं। सुदर्शन ने आगे कहा, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों भाई ताकतवर हैं। जब वे एकजुट होते हैं तो वे आनंदमय संप्रदाय और अन्य संप्रदायों के 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूकों को हराने में सक्षम होते हैं। आकर्ष ने सिर हिलाया। उसके मन में एक विचार आया और उसने पूछा, मास्टर सुदर्शन, 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्र दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र की सीमा पर स्थित हैं और सीमा क्षेत्र दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को घेरे हुए हैं। अगर हम अवरोधक संरचना से अंदर की ओर यात्रा करते हैं तो हम दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के केंद्र में पहुंच जाएंगे। अगर हम सीमा क्षेत्रों से बाहर की ओर यात्रा करते हैं तो ये हमें कहां ले जाएगा? वह इस बारे में बेहद उत्सुक था। सुदर्शन के बजाय ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने आकर्ष के प्रश्न का उत्तर दिया, यदि आप बाहर की ओर यात्रा करते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़ देते हैं तो आप दंगा सितारा सागर तक पहुंचेंगे। दंगा सितारा सागर का उल्लेख करते ही उनका स्वर गंभीर हो गया। दंगा सितारा सागर। आकर्ष उलझन में था। दंगा तारा सागर आध्यात्मिक स्वर्ग के अधिकांश भाग को आच्छादित करता है और दंगा तारा सागर के माध्यम से आध्यात्मिक स्वर्ग में हर जगह की यात्रा की जा सकती है। वहाँ कई कम बुद्धि वाले दिव्य जानवर हैं। हालांकि अपनी कम बुद्धि के बावजूद वे बहुत शक्तिशाली हैं। चूंकि समुद्र में उतने ही दिव्य जानवर हैं जितने आकाश में तारे हैं, लोग इसे दंगा तारा सागर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र पार करने या समुद्र की यात्रा करने के लिए व्यक्ति को कम से कम एक दिव्य भगवान जितना मजबूत होना चाहिए। यहाँ तक कि साधारण दिव्य भगवान भी समुद्र में नष्ट हो जाएंगे। आध्यात्मिक स्वर्ग के इतिहास में केवल उपाधि प्राप्त दिव्य भगवान और दिव्य सम्राट ही बिना किसी नुकसान के सफलतापूर्वक समुद्र पार कर पाए हैं। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने धैर्यपूर्वक आकर्ष को समझाया। आकर्ष ने तेज सांस ली। दंगा सितारा सागर कितना भयानक और खतरनाक था। चूंकि दंगा सितारा सागर दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र को घेरे हुए है, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के पास केवल 2 ही विकल्प हैं। वे या तो दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के केंद्र की ओर अंदर की ओर जा सकते हैं या दंगा सितारा सागर की ओर बाहर की ओर। अचानक आकर्ष के मन में एक और विचार कौंधा। उसने ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज की ओर देखा और पूछा, पुराने पूर्वज, अगर ताई दिव्य संप्रदाय का कोई व्यक्ति आगे बढ़कर दिव्य राजा बन जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि दिव्य राजा सीमा क्षेत्र छोड़कर दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के केंद्र में जाने से पहले मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय और 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय का सफाया कर सकता है और ताई दिव्य संप्रदाय को पूरे बंजर भूमि का प्रभारी बना सकता है? असंभव। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने तुरंत खंडन किया। दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र में नियम होते हैं। एक बार जब सीमा क्षेत्र में 10 दिशाओं का दिव्य ड्यूक प्रवेश कर जाता है और दिव्य राजा बन जाता है तो वह सीमा क्षेत्र के विवादों में भाग नहीं ले सकता। अन्यथा केंद्रीय क्षेत्र के एक विशेष दूत द्वारा उसे मार डाला जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र और सीमा क्षेत्र को अवरुद्ध करने वाला प्रतिबंधक गठन दिव्य राजा पर नजर रखने और उसकी शक्ति को सीमित करने में सक्षम है। इसलिए जो लोग अभी अभी दिव्य राजा बने हैं वे लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते। आकर्ष ने तेज सांस ली। एक उपाधिधारी दिव्य प्रभु की शक्ति से स्पष्ट रूप से स्तब्ध। एक उपाधिधारी दिव्य प्रभु द्वारा स्थापित एक संरचना ही इतनी शक्तिशाली होती है। दिव्य राजाओं को न केवल अपनी सफलताओं के बाद आज्ञाकारी रूप से दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के केंद्र की ओर जाना होता था, बल्कि संरचना द्वारा उन पर निगरानी और प्रतिबंध भी लगाए जाते थे। हालांकि वह इस बात से अनभिज्ञ था कि यह प्रतिबंधात्मक संरचना उपाधिधारी दिव्य प्रभु द्वारा स्थापित नहीं की गई थी, बल्कि यह संरचना आत्मा के अधिपति स्वर्ग की स्थापना के समय से ही अस्तित्व में थी। उपाधिधारी दिव्य प्रभु को बस इसे नियमित अंतराल पर बनाए रखना था। उस समय दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र को अभी तक दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र नहीं कहा जाता था। जब आकर्ष के पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं बचा तो उसने चुपचाप कीमिया और साधना पर ध्यान केंद्रित किया और कीमिया सम्मेलन की यात्रा की। अब उसके लिए सुदर्शन और अन्य लोगों के साथ कीमिया पर चर्चा करना उपयोगी नहीं था, क्योंकि उसकी कीमिया कुशलता उनसे कहीं बेहतर हो गई थी। यद्यपि 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर अपने कौशल में सुधार करने के लिए आकर्ष के साथ कीमिया पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वे आकर्ष को परेशान नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह कीमिया सम्मेलन में भाग लेने वाला था। दूसरी ओर
जब से उन्होंने ताई दिव्य संप्रदाय छोड़ा था, चार्वी चुपचाप अपनी दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं को समझ रही थी। समय समय पर उसके शरीर से एक भयावह आभा निकलती रहती थी। ... समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। आकर्ष और अन्य लोग बंजर भूमि पहुंचे जहां कीमिया सम्मेलन होने वाला था। हालांकि कहा गया था कि कीमिया सम्मेलन 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, लेकिन वास्तव में इसका आयोजन एक ही क्षेत्र द्वारा किया गया था। हर बार प्रत्येक क्षेत्र बारी बारी से सम्मेलन का आयोजन करता था। इस बार इसे आयोजित करने की बारी बंजर भूमि की थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो इसका आयोजन बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों द्वारा किया गया था। बंजर भूमि से काफी मिलती जुलती थी। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदाय बंजर भूमि के केंद्र में स्थित थे और बंजर भूमि के तीनों प्रमुख दिव्य संप्रदायों में से प्रत्येक एक बड़े क्षेत्र में फैले एक हलचल भरे शहर में स्थित था। हालांकि इस बार कीमिया सम्मेलन तीनों प्रमुख शहरों में से किसी में भी आयोजित नहीं किया गया था। ये बंजर भूमि के केंद्र में एक मैदान में स्थित एक शहर में आयोजित होने वाला था। शहर विशाल था। हालांकि यह बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों के कब्जे वाले 3 शहरों से बेहतर तो नहीं था, लेकिन ज्यादा बुरा भी नहीं था। इस शहर को कीमिया शहर कहा जाता है। यहीं पर कीमिया सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बंजर भूमि और अन्य 4 क्षेत्रों में भी ऐसा ही एक शहर है। अधिकांश समय ये शहर एक प्रतिबंधात्मक संरचना द्वारा संरक्षित होते हैं और बाहरी दुनिया के लिए खुले नहीं होते। सुदर्शन ने कीमिया शहर पहुंचने पर आकर्ष को समझाने की पहल की। आखिरकार लोगों के समूह में आकर्ष और चार्वी ही ऐसे थे जिन्होंने पहले कीमिया सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। सुदर्शन ने आगे कहा, कीमिया नगर में बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों की संपत्तियों के अलावा हमारे लिए विशेष रूप से कई दिव्य गोलियां और औषधीय जड़ी बूटियां की दुकानें भी खुली हैं। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदाय विहीन साधकों और छोटे संप्रदायों के लिए भी आवास प्रदान करते हैं। उन्हें दुकानों में खरीदारी करने की भी अनुमति है। कीमिया सम्मेलन शुरू होने से 1 महीने पहले से 3 महीने के लिए जनता के लिए खुला रहता है। इस दौरान लोग कीमिया सम्मेलन में भाग लेने और दुर्लभ एवं बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां और दिव्य गोलियां खरीदने आ सकते हैं। कई लोग तो बस इस उत्साह में शामिल होने के लिए भी आते हैं। इस समय आकर्ष ने लोगों के बड़े समूहों को एक के बाद एक सभी तरफ से अल्कमी सिटी में प्रवेश करते देखा। बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में से एक ताई दिव्य संप्रदाय का बंजर भूमि के कीमिया नगर में एक भवन था। शहर के केंद्र में उनकी एक दुकान भी थी जहां वे औषधीय जड़ी बूटियां और दिव्य गोलियां बेच सकते थे। बंजर भूमि ने उन्हें ये भवन और दुकान मुफ्त में दी थी। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा व्यवहार केवल 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों को ही दिया जाता था। बंजर भूमि के अधिकारियों ने 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के विभिन्न दिव्य राज्यों के संप्रदाय विहीन साधकों और छोटे संप्रदायों के लिए आवास की व्यवस्था भी की, लेकिन उन्हें इसके लिए दिव्य रत्नों और क्रिस्टलों से भुगतान करना पड़ता था। स्वाभाविक रूप से जितना अच्छा भवन होगा उतने ही अधिक दिव्य रत्नों और क्रिस्टलों का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि इन लोगों के लिए उपलब्ध सबसे अच्छे भवन या निवास भी 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों के भवनों और निवासों के बराबर नहीं थे। इसके अलावा छोटे संप्रदायों और संप्रदाय विहीन साधकों को प्रदान किए गए स्टालों का किराया भी वसूला जाता था। स्टालों का स्थान जितना अच्छा होता, किराया उतना ही अधिक होता। शहर के केंद्र में एक स्टाल का किराया इतना महंगा था कि अधिकांश लोग इसे वहन नहीं कर सकते थे। यदि वे इसे वहन भी कर पाते तो भी वे लागत पूरी करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पाते। इस कारण जो लोग स्टाल किराए पर लेते थे वे छोटे संप्रदायों या बिना संप्रदाय के असाधारण दिव्य रसायनज्ञ होते थे। कभी कभार कोई संप्रदाय विहीन प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ देखने को मिल जाता था, लेकिन ये सचमुच दुर्लभ था। आखिरकार प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों की बहुत मांग थी और वे 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के किसी भी शीर्ष संप्रदाय में शामिल हो सकते थे। यदि वे किसी शीर्ष संप्रदाय में शामिल होते तो उन्हें बेहतर साधना वातावरण और संसाधनों का आनंद मिलता। इसके अलावा उन्हें एक वरिष्ठ के रूप में एक उच्च पद दिया जाता। शीर्ष संप्रदाय उनकी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और वे किसी भी समय संप्रदाय में शामिल होने और छोड़ने के लिए स्वतंत्र थे। उन्हें बस संप्रदाय में रहने के दौरान संप्रदाय के लिए दिव्य गोलियों का शोधन करना होता था। आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियां और सामग्री भी संप्रदाय द्वारा प्रदान की जाती थीं। उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था और अधिकांश समय उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जाता था। वे किसी शीर्ष संप्रदाय में शामिल क्यों न होते, केवल कुछ विलक्षण प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ ही एकांतवास का विकल्प चुनते और किसी भी संप्रदाय में शामिल नहीं होते। जैसे ही वे अल्कमी सिटी में दाखिल हुए, आकर्ष के कानों में चार्वी की मधुर आवाज गूंज उठी। इससे पहले कि वह शहर को अच्छी तरह देख पाता, भाई आकर्ष,
यहाँ बहुत सारे लोग हैं। आकर्ष ने पहले भी लोगों के बड़े बड़े समूहों को शहर में प्रवेश करते देखा था। हालांकि शहर का बाहरी हिस्सा विशाल था, इसलिए भीड़ भाड़ वाला नहीं लग रहा था। लेकिन अब जब सब लोग शहर में इकट्ठा हो गए थे तो शहर आश्चर्यजनक रूप से भीड़ भाड़ वाला लग रहा था। शहर के मुख्य भाग की तो बात ही छोड़िए, प्रवेश द्वार भी चहल पहल और भीड़ भाड़ वाला था। जब वे सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र के बगल में चल रहे थे तो चार्वी ने आकर्ष का हाथ पकड़ लिया। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज आगे आगे चलकर उन्हें अल्केमी सिटी में ताई दिव्य संप्रदाय के निवास स्थान पर ले आए। वे यहाँ कई बार आ चुके थे, इसलिए वे इस शहर से परिचित थे। कहने की जरूरत नहीं कि सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र भी अल्केमी सिटी से परिचित थे। बंजर भूमि ने 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों के लिए जो आवासों की व्यवस्था की थी वे हर बार एक जैसे ही थे। इस प्रकार बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों ने 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों के लोगों का स्वागत करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए किसी की व्यवस्था नहीं की। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदाय केवल अल्केमी सिटी में अपने निवासों में ही शोर निवारक संरचनाएं और आत्मा संग्रह संरचनाएं स्थापित करेंगे। हालांकि वहां कोई प्रतिबंधात्मक संरचनाएं नहीं थी, फिर भी कोई भी अतिक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि ये 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों के निवास थे, तो उन्हें भड़काने की हिम्मत कौन कर सकता था। यहाँ बहुत सारे औसत दर्जे के दिव्य कीमियागर हैं। कीमिया नगर की सड़कों पर चलते हुए आकर्ष ने कई लोगों को काले वस्त्र पहने देखा, जिन पर लपटों की कढ़ाई की गई थी। लपटों से यांग शब्द बना था। पहली नजर में लपटें इतनी खूबसूरती से कढ़ाई की गई थी कि मानो जल रही हों। वे बेहद आकर्षक थीं। ये दिव्य गुरु के वस्त्र थे। दिव्य गुरु के वस्त्र दिव्य गुरुओं के गठबंधन के सदस्यों की वर्दियां थीं। इस गठबंधन के सदस्य दिव्य कीमियागर और दिव्य शस्त्र शिल्पी थे, जिन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की थी। बहुत कम लोगों ने वर्दियों की नकल पहनने की हिम्मत की। अगर वे नकली वस्त्र पहने पकड़े गए तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। 4 अलग अलग दिव्य गुरु के वस्त्र थे। स्वर्ग स्तर दिव्य गुरु का वस्त्र, पृथ्वी स्तर दिव्य गुरु का वस्त्र, यांग दिव्य गुरु का वस्त्र और हिंद दिव्य गुरु का वस्त्र। स्वर्ग स्तर दिव्य गुरु का वस्त्र केवल सर्वोच्च दिव्य कीमियागर और दिव्य हथियार शिल्पी ही पहन सकते थे। पृथ्वी स्तर दिव्य गुरु का वस्त्र केवल प्रमुख दिव्य कीमियागर और दिव्य हथियार शिल्पी ही पहन सकते थे। यांग दिव्य गुरु का वस्त्र केवल औसत दर्जे के दिव्य कीमियागर और दिव्य हथियार शिल्पी ही पहन सकते थे, और यिन दिव्य गुरु का वस्त्र आदिम दिव्य कीमियागर और दिव्य हथियार शिल्पी को तब दिया जाता था जब वे दिव्य गुरुओं के गठबंधन में शामिल होने के योग्य साबित हो जाते थे। यांग दिव्य गुरु के वस्त्रों के आधार पर आकर्ष बता सकता था कि उसके सामने मौजूद लोगों का समूह साधारण दिव्य कीमियागर था। चूंकि कीमिया नगर कीमिया सम्मेलन के लिए खोला गया था, इसलिए यहाँ 90% से ज्यादा लोग दिव्य कीमियागर थे। यहाँ दिव्य शस्त्र शिल्पकार बहुत कम थे। आकर्ष ने कुछ आदिम दिव्य कीमियागर भी देखे जो यिन दिव्य गुरु के वस्त्र पहने हुए थे। हालांकि उनकी संख्या साधारण दिव्य कीमियागरों की तुलना में बहुत कम थी। मास्टर सुदर्शन, आपने अपना दिव्य गुरु का वस्त्र क्यों नहीं पहना है? आकर्ष ने सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। हालांकि अब वह एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ था और वह ताई शहर में दिव्य गुरुओं के गठबंधन की किसी शाखा में जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया था क्योंकि उसके पास इसके लिए समय नहीं था। इसके अलावा पहले ऐसा कोई अवसर नहीं आया था जब उसे दिव्य गुरु का वस्त्र पहनने की आवश्यकता पड़ी हो। हम अपने दिव्य गुरु के वस्त्र केवल तभी पहनते हैं जब हमें अपनी पहचान साबित करनी होती है या कीमिया सम्मेलन जैसे औपचारिक आयोजनों के दौरान। हम सम्मेलन के दौरान अपने दिव्य गुरु के वस्त्र पहनेंगे, सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए बताया। मैं समझ गया, आकर्ष ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मुझे नहीं पता था कि हमें कीमिया सम्मेलन के दौरान दिव्य गुरु के वस्त्र पहनने हैं, वरना मैं ताई शहर में दिव्य गुरुओं के गठबंधन की शाखा में दिव्य गुरु का वस्त्र लेने चला जाता। क्या कीमिया शहर में दिव्य गुरुओं के गठबंधन की कोई शाखा है? नहीं, सुदर्शन ने सिर हिलाया। मास्टर आकर्ष, हालांकि अल्केमी सिटी में दिव्य गुरुओं के गठबंधन की कोई शाखा नहीं है, लेकिन अल्केमी सिटी के आसपास के दूसरे शहरों में भी शाखाएं हैं जो बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों द्वारा शासित हैं। अगर आपको दिव्य गुरु का वस्त्र चाहिए तो मैं आपके साथ किसी एक शहर में जा सकता हूँ। ये सुनकर योगेंद्र ने अचानक कहा, मास्टर आकर्ष, मेरे पास इन सेलेस्टियल मास्टर के वस्त्र का एक सेट है जिसे मैंने सिर्फ एक बार पहना है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप इसे पहन सकते हैं। बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आकर्ष ने सिर हिलाया और कहा। शुक्रिया मास्टर योगेंद्र। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह चोगा एक बार पहना जा चुका है। आखिरकार वह उसे आसानी से दोबारा साफ कर सकता था।
जैसे ही आकर्ष और ताई दिव्य संप्रदाय के लोग सड़कों पर चले, चारवी, जिसने घूंघट नहीं पहना था, स्वाभाविक रूप से सभी की चर्चा का विषय बन गई। कितनी खूबसूरत महिला है, मैंने इतनी खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी। उसके साथ एक बार सोना मेरे लिए जीवन भर का आशीर्वाद होगा। जरा भी मत सोचो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है? उसके बगल में जो बैंगनी कपड़े पहने युवक है, उसका व्यवहार लाजवाब है। जाहिर है उसकी पृष्ठभूमि असाधारण है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उसके दल के बाकी 4 लोग भी बड़े बड़े लोगों जैसे लगते हैं। खासकर सबसे आगे चल रहा बूढ़ा आदमी असाधारण लगता है। हालांकि वह एक आम बूढ़े आदमी जैसा ही दिखता है, लेकिन उसके जैसे साधारण लोग ही सबसे ज्यादा डरावने लगते हैं। उनके भाषण, व्यवहार और स्वभाव को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वे 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के छोटे संप्रदायों से हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में किस शीर्ष संप्रदाय से हैं। हालांकि ये लोग चारवी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आकर्ष और अन्य लोगों के असाधारण स्वभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया। इसीलिए हालांकि कई लोग चारवी के प्रति आकर्षित थे, फिर भी उन्होंने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही आकर्ष और अन्य लोग सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, शोरगुल सुनाई देने लगा और लोग किनारे की ओर जाने लगे। रास्ता छोड़ें, एक तरफ सरकाना। क्या तुम जानते हो कि मेरे युवा गुरु कौन हैं? मेरे युवा गुरु प्रगाढ़ स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हट जाओ। ये अहंकारपूर्ण शब्द सुनकर बहुत से लोग झुक गए और किनारे हट गए। थोड़ी देर बाद सफेद वस्त्र पहने एक युवक प्रकट हुआ। वह 2 मीटर ऊंचे एक विशालकाय बाघ की पीठ पर सवार था। कमर से ऊपर नंगे 3 हटे कट्टे आदमी उसके लिए भीड़ से अलग हो गए। गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु। क्रॉस क्षेत्र में गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय, गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय। आकर्ष ने अनजाने में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बंजर भूमि की यात्रा के दौरान उसे पता चला था कि गहन स्वर्गीय दिव्य 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। ये 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के अन्य शीर्ष संप्रदायों से कहीं आगे था। क्रॉस क्षेत्र में आनंदमय संप्रदाय को गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय का मुकाबला करने के लिए अन्य 2 शीर्ष संप्रदायों के साथ मिलकर काम करना होगा। क्या संयोग है! अल्कमी सिटी पहुंचने के बाद 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों के सबसे पहले लोग जिनसे हम मिलते हैं, वे गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के लोग हैं। आकर्ष ने मन ही मन सोचा, जब उसकी नजर उस युवक पर पड़ी जो 2 मीटर ऊंचे विशालकाय बाघ पर सवार था। वह युवक सुंदर था और उसके चेहरे पर गरिमा में भाव था। वह तो प्रगाढ़ स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय का युवा गुरु है। तीनों हटे कट्टे आदमियों की बातों और जिस अहंकारी तरीके से उन्होंने सबको सफेद वस्त्रधारी युवक के लिए रास्ता बनाने पर मजबूर किया, उसके आधार पर आकर्ष के लिए उस युवक की पहचान का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा उस युवक के बारे में उसकी धारणा भी खराब थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सफेद वस्त्रधारी युवक ने उन तीनों हटे कट्टे आदमियों के दबंग व्यवहार को खुलकर स्वीकार किया या नहीं। अपने अधीनस्थों के साथ सख्ती न बरतने के लिए सफेद वस्त्रधारी युवक की ही गलती थी। साथ ही उसने अपने आसपास हो रही चर्चाओं को भी सुन लिया। वह भव्य है जो गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय का युवा गुरु है। 2 मीटर लंबा विशालकाय बाघ लाल विद्युतीय सफेद बाघ है, जो उसे उसके 200वें जन्मदिन पर गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के 10 दिशाओं के दिव्य द्यूकों में से एक द्वारा दिया गया था, है ना? लाल विद्युत श्वेत बाघ, यह एक अज्ञानी दिव्य पशु है जिसकी शक्ति एक दिव्य द्यूक के बराबर है ना? मैंने सुना है कि इसे गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के 10 दिशाओं के दिव्य द्यूकों में से एक ने पाला था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रेड इलेक्ट्रिक व्हाइट टाइगर है। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में एक दिव्य द्यूक के बराबर ताकत वाले 5 से भी कम पालतू दिव्य जानवर हैं, है ना? अपने आसपास की चर्चाएं सुनने के बाद आकर्ष ने सफेद वस्त्र पहने युवक की सवारी की ओर देखा। उसने 2 मीटर ऊंचे सफेद बाघ को गौर से देखा। लाल विद्युतीय सफेद बाघ, एक पालतू और नासमझ दिव्य पशु जिसकी शक्ति दिव्य शासक के बराबर है। आकर्ष की आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं। उसे यहाँ दिव्य शासक के बराबर शक्ति वाला दिव्य पशु देखने की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले उसने जो भी सबसे शक्तिशाली दिव्य पशु देखा था, उसकी शक्ति केवल एक महान व्यापक स्वर्णिम दिव्य पशु के बराबर थी। आसपास चर्चाएं कम नहीं हुईं। गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु भव्य पिछले 1000 वर्षों में गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी आयु केवल 200 वर्ष से थोड़ी अधिक है, लेकिन वे पहले ही एक सर्वोच्च दिव्य गुरु बन चुके हैं। वे दिव्य ड्यूक बनने से बस बाल भर की दूरी पर हैं। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में 1000 वर्ष से कम आयु का एकमात्र व्यक्ति जो उसके समान प्रतिभाशाली है, वह है करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की मानवी, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है।
मानवी भी एक सर्वोच्च स्वर्गीय शक्ति है, लेकिन वह भव्य से छोटी है। आकर्ष के कान खड़े हो गए जब उसने लोगों को करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की मानवी का जिक्र करते सुना। मानवी दिव्य यात्री संप्रदाय की एक महिला शिष्या थी, जिसके साथ उसने आनंदमय संप्रदाय के दिव्य राजा द्वारा छोड़ी गई छोटी दुनिया में संभोग किया था। वह उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए दृढ़ था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह कीमिया सम्मेलन में भाग लेगी। इस समय आकर्ष का ध्यान अब गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु भव्य पर नहीं था। उसने भव्य की ओर एक नजर भी नहीं डाली। उसका ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित था कि क्या मानवी बंजर भूमि में कीमिया नगर में आएगी या नहीं। तुम तीनों चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दूसरों को तंग मत करो। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं अपने पिता से तुम तीनों को कड़ी सजा देने को कहूंगा। भव्य ने आंखों में चमक के साथ कहा। शुरुआत में वह भीड़ को डांटने ही वाला था कि उसके मातहतों के हटने के आदेश के बाद भी उसने उसे रास्ता नहीं दिया। उसके रवैये में अचानक बदलाव इसलिए आया क्योंकि उसने चार्वी को देख लिया था। हो युवा स्वामी, आप। तीनों हटे कट्टे आदमी वहीं रुक गए और भव्य को असमंजस से देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके युवा स्वामी ने अचानक अपना रवैया क्यों बदल दिया। आखिरकार उन्होंने पहले कभी उनके व्यवहार पर आपत्ति नहीं जताई थी। तीनों हटे कट्टे आदमी अभी भी असमंजस में थे कि तभी भव्य लाल इलेक्ट्रिक व्हाइट टाइगर पर सवार होकर आकर्ष और बाकी लोगों के सामने रुका। उसकी नजरें आकर्ष के बगल में खड़ी चार्वी पर टिकी थी और उसने कहा, युवती, मैं गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का पुत्र हूँ। मेरा नाम भव्य है। तुम्हारा नाम क्या है? भव्य की आंखें उत्साह से भरी हुई थी और वह मन ही मन सोच रहा था, कितनी सुंदर महिला है। शुरू में मैंने सोचा था कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की मानवी 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की सबसे सुंदर महिला है। कौन जानता था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो मानवी से भी ज्यादा सुंदर है। चार्वी का रूप, शरीर और चाल ढाल बेदाग था। स्वाभाविक रूप से ज्यादातर पुरुष उस पर मोहित हो जाते। भव्य जैसे कामुक पुरुष की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो सिर्फ ऊपरी तौर पर एक सज्जन पुरुष लगता था। इस समय भव्य का ध्यान चार्वी पर इतना केंद्रित था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसका सवार लाल विद्युत श्वेत बाघ चार्वी को भयभीत दृष्टि से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चार्वी कोई भयानक राक्षस हो। अफसोस, वह सिर्फ मेरी उपपत्नी बनने के लायक है। मेरी पत्नी सिर्फ करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की मानवी ही हो सकती है। एक पल बाद भव्य की नजर चार्वी के हाथ पर पड़ी जो आकर्ष का हाथ पकड़े हुए था। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। उसकी नजर चाकू की तरह तीखी थी, जैसे वह आकर्ष को देख रहा हो। चार्वी ने भव्य के सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने आकर्ष की ओर देखा और चेहरे पर हल्की सी भड़कुटी चढ़ाते हुए कहा, भाई आकर्ष, ये व्यक्ति बहुत परेशान करने वाला है। आकर्ष, जो अभी अभी होश में आया था, ने भव्य की आंखों में कामुक भाव देखा। उसने भव्य को एक नजर देखा, फिर चार्वी की ओर मुड़ा और बोला, चार्वी, तुम उसे बस एक मक्खी समझो और नजरअंदाज करो। ठीक है। चार्वी ने सिर हिलाया। उसने भव्य की तरफ एक नजर भी नहीं डाली और उसे अनदेखा कर दिया, जैसे आकर्ष ने उसे बताया था। भव्य का चेहरा उदास हो गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस संप्रदाय से हो? 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पहली बार मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जिसने मेरे प्रति इतना अपमानजनक व्यवहार करने की हिम्मत की है। चार्वी की तरह आकर्ष ने भी भव्य पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज की ओर देखा और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, पुराने पूर्वज, चलिए। तीनों हटे कट्टे आदमियों के व्यवहार ने ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज को बहुत पहले ही क्रोधित कर दिया था। अगर वे गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय से नहीं होते तो वह उन्हें पहले ही मार चुका होता। आकर्ष की बातें सुनकर उसने सिर हिलाया और कहा, चलो चलें। अपनी बात खत्म करने के बाद वह आगे बढ़ा और भव्य और लाल विद्युतीय श्वेत बाघ को एक नजर भी देखे बिना उनके पास से गुजर गया। आकर्ष और अन्य लोग ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज के पीछे पीछे चल रहे थे। ये देखकर वहां मौजूद लोगों में हंगामा मच गया। ये लोग कौन हैं? इनकी हिम्मत कैसे हुई गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु का अनादर करने की? वे अवश्य ही 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों में से एक होंगे, अन्यथा उनमें गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु के प्रति इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करने का साहस कैसे हो सकता है? मैं सहमत हूँ। कितना घमंडी। आकर्ष और उसके साथ मौजूद लोगों का अनादर देखकर भव्य का चेहरा बिगड़ गया। फिर भी उसने अपना संयम बनाए रखा। दर्शकों की तरह उसे भी यकीन था कि आकर्ष और बाकी लोग 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों में से एक से हैं। उसने ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज की ओर देखा और फिर पूछा, आप किस संप्रदाय से हैं? आपके पिता को मुझसे सवाल करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन आपके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है।
ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने भव्य की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा। ये शब्द सुनते ही तीनों हटे कट्टे आदमी बिजली की गति से ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज की ओर दौड़ पड़े, साफ तौर पर क्रोधित। अपने हटे कट्टे शरीर के बावजूद वे चलते समय फुर्तीले और तेज थे। ये बूढ़ा आदमी मौत चाहता है। हमारे युवा मालिक के साथ इतना अशिष्ट व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धमाका 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 धमाका। हवा में तेज हवा का झोंका आया और ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज पर भूसे की वर्षा जाल की तरह होने लगी। तीनों हटे कट्टे आदमियों ने एक साथ हमला किया, अपनी ताकत का बुद्धिमानी से संयोजन किया। वे बेहद तेज और क्रूर थे। 4 अद्भुत दिव्य ड्यूक एकजुट हो रहे हैं। आपकी संयुक्त शक्ति 6 संयोजनों वाले दिव्य ड्यूक की पूरी शक्ति के बराबर है। बुरा नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप में से 3 जरूर हुआन जियान के 3 नायक होंगे जो 20 साल पहले गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय में शामिल हुए थे। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा। हालांकि तीनों के घूंसे मानो एक जाल बना रहे थे जो उस पर गिर रहा था, फिर भी वह शांत रहा। हुआन जियांग के 3 नायक। जैसे ही ताई दिव्य संप्रदाय के पूर्वज ने बोलना समाप्त किया, उनके वस्त्र फड़फड़ाने लगे। सबकी चौकस निगाहों के सामने उनके शरीर से ऊर्जा की लहरें उन 3 हटे कट्टे आदमियों की ओर लुढ़कने लगी, जिससे वातावरण विकृत हो गया। वाह, वहाँ कोई नाटकीय दृश्य तो नहीं था, लेकिन हवा में एक हल्की सी ध्वनि स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। भीड़ ने देखा कि 3 हटे कट्टे आदमियों के मुक्कों ने एक जाल बना दिया था और उनकी ऊर्जा ने उन्हें आसानी से परास्त कर दिया। मुक्के पल भर में गायब हो गए। सूश 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 सूश। ऊर्जा की लहरें लगातार निकलकर तीनों हटे कट्टे आदमियों के शरीरों पर गिरती रहीं। पलक झपकते ही तीनों हटे कट्टे आदमियों के चेहरे पीले पड़ गए और वे छूटे हुए तीर की तरह उड़ गए। हो, जैसे ही ऊर्जा उन तीनों हटे कट्टे आदमियों पर पड़ी, वह बिखर गई और उन्हें उड़ा ले गई। जमीन पर गिरने से पहले वे काफी दूर उड़ गए। वे बहुत ही दयनीय और दुखी लग रहे थे क्योंकि वे संघर्ष कर रहे थे और अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ थे। कुछ देर संघर्ष करने के बाद वे बस पालथी मारकर बैठ पाए और फिर अपनी चोटों को ठीक करने के लिए गोलियां लीं। उनके चेहरों पर दर्द के भाव कम होने में कुछ समय लगा। अपने 3 आदमियों को घायल देखकर भव्य ने ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज को घूरा। उसने अपने मन में उठे डर को दबाते हुए जोर से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के सदस्यों को चोट पहुंचाने की? ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज ने भव्य की उपेक्षा करते हुए केवल उपहास किया। फिर वह भव्य के पास से, जो अभी भी लाल विद्युतीय सफेद बाघ की पीठ पर थी, दूसरों की ओर चल पड़ा। भव्य के पास से गुजरते हुए उसने लापरवाही से लाल विद्युतीय सफेद बाघ को भगाने के लिए एक हाथ उठाया। ये देखकर भव्य की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। लाल विद्युतीय सफेद बाघ ने हल्की चीख निकाली। दिव्य प्राणियों के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह बता सकता है कि बाघ भयभीत था। भव्य बोलने ही वाला था, ये सोचकर कि ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज उसके घोड़े पर हमला करने वाले थे, तभी धमाका। जैसे ही लाल विद्युतीय सफेद बाघ एक तरफ हटा, धरती हल्की सी कांप उठी। जमीन पर गिरते ही ऐसा लगा जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो। भव्य, जो लाल इलेक्ट्रिक व्हाइट टाइगर की पीठ पर था, भयभीत हो गया। लाल विद्युतीय सफेद बाघ जमीन पर एक शांत बिल्ली के बच्चे की तरह लेटा था। उसका विशाल शरीर डर से कांप रहा था। वह चार्वी को भयभीत दृष्टि से देख रहा था, मानो वह कोई भयानक राक्षस हो। केवल आकर्ष और ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों ने ही बाघ की भयभीत निगाहों को देखा जब वह चार्वी की ओर देख रहा था। भव्य और अन्य लोग, जिन्हें अंततः होश आया, इस बात से पूरी तरह अनजान थे। उन्होंने केवल यही सोचा कि बाघ ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज से भयभीत हो गया है। आकर्ष और अन्य लोग ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके चेहरों पर उदासीनता के भाव थे। वे न तो खुश दिख रहे थे, न ही परेशान। ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज ने चार्वी की ओर देखा। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए आश्चर्य की झलक दिखाई दी। आगे बढ़ते हुए उसने मन ही मन सोचा, ये युवती जरूर बहुत शक्तिशाली होगी। लाल विद्युत श्वेत बाघ क्या वास्तव में चार्वी से डरता है? वह वास्तव में कौन है? सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र ने ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज का अनुसरण करते हुए चार्वी को आश्चर्य से देखा। इस बीच आकर्ष ने चार्वी को देखा और उसे एक ध्वनि संदेश भेजा। चार्वी, हालांकि तुम मानव रूप में हो, तुम्हारी आभा 1000 प्रेत बर्फीली लोमड़ी जैसी है ना? उसने अनुमान लगाया कि लाल विद्युत श्वेत बाघ उससे इसलिए इतना डरता था क्योंकि वह भाप सकता था कि वह 1000 प्रेत बर्फीली लोमड़ी है। हालांकि लाल विद्युत श्वेत बाघ एक बुद्धिहीन दिव्य पशु था, फिर भी उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति प्रबल थी।
स्वाभाविक रूप से जब उसका सामना किसी शक्तिशाली दिव्य पशु से होता तो वह डर जाता। भाई आकर्ष, मैं अभी परिपक्व नहीं हुई हूँ, इसलिए मेरे अंदर 1000 प्रेत बर्फीली लोमड़ी की आभा ज्यादा प्रबल नहीं है। छोटा लाल विद्युतीय सफेद बाघ मेरी प्रेत लोमड़ी की आभा के कारण मुझसे डरता है। चार्वी ने ध्वनि संचरण के माध्यम से उत्तर दिया। देवता लोकों में प्रेत लोमड़ी कबीला दिव्य जानवरों का एक शक्तिशाली कबीला है। एक प्रेत लोमड़ी की आभा अधिकांश दिव्य जानवरों के लिए एक निवारक के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त है। मैं समझ गया। आकर्ष को आश्चर्य हुआ कि चार्वी एक तरफ हट गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि लाल इलेक्ट्रिक व्हाइट टाइगर उससे डरता था। इस बीच हर कोई केवल देख सकता था कि ताई दिव्य संप्रदाय के लोग चले गए। गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु भव्य जमीन में पड़े लाल विद्युतीय सफेद बाघ पर बैठे रह गए। उनके हाव भाव भद्दे थे। उन्होंने आकर्ष और बाकियों को बुरी नजर से घूरते हुए मन ही मन सोचा, चाहे तुम कोई भी हो, मैं भव्य एक दिन अपना बदला जरूर लूंगा। इस समय दर्शकों ने अपना ध्यान भव्य पर केंद्रित कर लिया और आपस में चर्चा करने लगे। कौन है वे निश्चित रूप से 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में एक शीर्ष संप्रदाय से हैं। अन्यथा वे इतने अहंकार से कैसे कार्य कर सकते हैं और गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा मास्टर को अपमानित कर सकते हैं। गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु को इस बार वास्तव में बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा। इस बीच भव्य लाल इलेक्ट्रिक सफेद बाघ की पीठ से उतर गया जब वह अपने पैरों पर खड़ा होने ही वाला था। भीड़ अभी भी आपस में बातचीत में व्यस्त थी जब उसने बाघ और उसके 3 आदमियों को पीछे छोड़ दिया। वह ऐसे ही चला गया। वह क्यों रुकेगा? क्या उसे काफी अपमानित नहीं किया गया है? मैंने बहुत समय से भव्य के बारे में सुना है, जो गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु हैं। अफवाहों के अनुसार वे हमेशा से ही घमंडी और दबंग रहे हैं। लगभग हर कोई उनकी चापलूसी करने की कोशिश करता था। आज उन्हें अपमानित होते देखना वाकई एक अद्भुत दृश्य है। कई लोगों ने भी ऐसा ही महसूस किया। 3 आदमी, जिस बूढ़े आदमी ने उन्हें सिर्फ एक ही चाल में हरा दिया था, उसने उन्हें हुआंग जियांग के 3 नायक कहा था, है ना? मुझे आश्चर्य है क्यों? किसी ने उत्सुकता से उन 3 हटे कट्टे आदमियों को देखते हुए पूछा। हुआंग जियांग के 3 नायक क्रॉस क्षेत्र के प्रसिद्ध चोर हैं। हालांकि वे केवल 4 दिव्य देवदूत हैं, फिर भी जब वे अपनी शक्ति का संयोजन करते हैं तो वे 5 तत्वों के दिव्य देवदूतों को हरा सकते हैं। क्रॉस क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने उत्तर दिया। बोलते हुए उसने 3 हटे कट्टे आदमियों को भयभीत होकर देखा। ये सही है। पिछले कुछ वर्षों में 10 से ज्यादा पंचतत्व दिव्य ड्यूक उनके हाथों मारे गए हैं, क्रॉस क्षेत्र के एक अन्य व्यक्ति ने कहा। ये शब्द सुनकर कई लोगों की सांसें तेज हो गईं। शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ जब उस बूढ़े ने कहा कि 3-4 फेनोमेनन सेलेस्टियल ड्यूक्स का संयुक्त हमला एक साधारण 6 कॉम्बिनेशन सेलेस्टियल ड्यूक की पूरी ताकत के बराबर है। मुझे लगा कि बूढ़ा खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब वे सेना में शामिल होते हैं तो उनका हमला एक साधारण 6 संयोजन दिव्य ड्यूक की पूरी ताकत के बराबर होता है। ये स्वाभाविक है कि अधिकांश 5 तत्व दिव्य ड्यूक उनके लिए एक मैच नहीं है। बूढ़े आदमी ने कोई बड़ी हरकत भी नहीं की, सिर्फ उसकी दिव्य मूल ऊर्जा ही हुआंग जियांग के 3 नायकों को वश में करने के लिए पर्याप्त है। उसने उन्हें बुरी तरह घायल भी कर दिया। कम से कम वह कोई 7 सितारों वाला दिव्य ड्यूक तो होगा ही, है ना? किसी ने उपहास किया। क्या तुमने पहले नहीं देखा? बूढ़े ने बिल्कुल आखिरी क्षण में अपनी शक्ति वापस ले ली। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो न केवल हुआंग जियांग के 3 नायक मर जाते, बल्कि गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु और लाल विद्युत श्वेत बाघ भी मर जाते। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अचानक आगे आया और चिल्लाया, मुझे अब याद आया। सभी का ध्यान उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर गया। उसी समय एक और अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया, ये वही है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे वह जाना पहचाना लगा। वह कौन है? हमें बताओ, मैं जानने के लिए मर रहा हूँ। श्रीमान, कृपया हमें अनुमान लगाने पर मजबूर न करें। लोगों के समूह ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा और उससे आग्रह किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी उत्तेजना को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर बोला, 300 साल पहले कीमिया सम्मेलन के दौरान मुझे उस बुजुर्ग वरिष्ठ से मिलने का सौभाग्य मिला था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह ताई दिव्य संप्रदाय के पूर्वज हैं। उस समय वह पहले से ही 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक थे। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज। वह ताई दिव्य संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है ना? जैसा कि पता चला है, वह ताई दिव्य संप्रदाय का प्राचीन पूर्वज है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं, वह एक 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक है। ताई दिव्य संप्रदाय बंजर भूमि के शीर्ष संप्रदायों में से एक है। ये कहते हुए भी ये गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय से कमजोर है। वह गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय को अपमानित करने से क्यों नहीं डरता था?
ये सही है, उन्होंने गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु के लिए सम्मान का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। क्या उसे डर नहीं है कि वह ताई दिव्य संप्रदाय को मुसीबत में डाल देगा? अधिकांश लोगों को यकीन था कि ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु को अपमानित करने के कारण संप्रदाय के लिए परेशानी लेकर आएंगे। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग इससे असहमत भी थे। ठीक है, अगर आप इसके बारे में सोचें तो ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु से वरिष्ठ हैं। उन्हें अपने कनिष्ठ के सामने सावधानी से चलने की क्या जरूरत है? हाँ, हालांकि गहन स्वर्ग संप्रदाय की समग्र शक्ति ताई दिव्य संप्रदाय से अधिक प्रबल है, फिर भी 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदाय एक हद तक बराबर हैं। ये निर्धारित करने में कई कारक शामिल होते हैं कि कौन सा संप्रदाय अधिक शक्तिशाली है। कौन जाने कि वर्तमान में 10 दिशाओं के दिव्य राजकुमार चुपचाप ताई दिव्य संप्रदाय की रक्षा कर रहे हों। ये सही है, अगर गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय ताई दिव्य संप्रदाय के विरुद्ध कार्रवाई करता है तो लाखों साल पहले की वह घटना फिर से घट सकती है। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने पहले से ही गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु के जीवन को बख्शकर गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय को ध्यान में रखा है। सचमुच, अगर वे तीनों गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय से नहीं होते तो उन्हें ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज द्वारा मार दिया जाता। यद्यपि छोटा मोटा संघर्ष समाप्त हो चुका था, फिर भी भीड़ अत्यंत सक्रिय थी तथा आपस में चर्चा जारी थी। ... इस बीच आकर्ष और अन्य लोग जल्द ही बंजर भूमि के कीमिया शहर में ताई दिव्य संप्रदाय के निवास पर पहुंचे। निवास में प्रवेश करने के बाद सभी के अपने अपने रास्ते जाने से पहले ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज ने आकर्ष से गंभीरतापूर्वक कहा, गुरु आकर्ष, चूंकि मैंने गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय का ध्यान रखा और भव्य और उसके 3 आदमियों की जान बख्श दी, इसलिए हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय हमारे साथ कोई गड़बड़ करने की फिराक में है। हालांकि भव्य इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगा, इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि जब तक बहुत जरूरी न हो बाहर न जाएं। अगर आपको सचमुच बाहर जाने की जरूरत है तो मुझे जरूर बताएं ताकि मैं आपके साथ चल सकूं। ये सही है, सुदर्शन ने सहमति में सिर हिलाया और आकर्ष की ओर गंभीर भाव से देखते हुए कहा, मास्टर आकर्ष, आने वाले महीने में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको पुराने पूर्वज को सूचित करना याद रखना चाहिए। भव्य आखिरकार गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु हैं, आपको उनके प्रभाव को कम नहीं आंकना चाहिए। इसके अलावा उनकी साधना का आधार आपसे और कुमारी चारवी से भी ऊंचा है। वह आपको और कुमारी चारवी को आसानी से हरा सकते हैं। यद्यपि सुनील और योगेंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझ गया, आकर्ष ने सिर हिलाया। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज की चेतावनी के बिना भी वह अकेले बाहर नहीं निकलेगा। उसने पहले भव्य के सामने इतनी हिम्मत इसलिए दिखाई थी क्योंकि ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज मौजूद थे। पुराने पूर्वज के संरक्षण के बिना भव्य के लिए उस पर जवाबी कार्रवाई करना आसान होता। सबके अपने अपने रास्ते चले जाने के बाद आकर्ष ने आह भरी, इस समय मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। आकर्ष घर के एक स्वतंत्र आंगन में चला गया। ये दूसरों के आंगन के पास ही था। अगर कुछ भी होता तो बाकी लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते। आंगन में 3 कमरे थे और परिसर विशाल था और फूलों और पौधों से भरा हुआ था। ये ताजगी भरा और सुंदर लग रहा था और साथ ही एक आरामदायक एहसास भी दे रहा था। इस समय चारवी ने उत्सुकता से पूछा, भाई आकर्ष, क्या गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय इतना शक्तिशाली है? ऐसा क्यों लगता है कि बूढ़ा व्यक्ति भी गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय से थोड़ा डरता है? उसकी राय में वह बूढ़ा व्यक्ति जो उन्हें कीमिया नगर लाया था, ताई दिव्य संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और पूजनीय था। यहाँ तक कि ताई दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख भी उस बूढ़े व्यक्ति का सम्मान और आदर करता था। हालांकि ऐसा व्यक्ति भी गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, इसलिए वह थोड़ी उत्सुक थी। चूंकि सुदर्शन और अन्य लोगों ने आकर्ष को अपनी यात्रा के दौरान ही गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के बारे में बताया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से चारवी गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय से अनभिज्ञ थी। आखिरकार वह यात्रा के दौरान अपनी दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं को समझने में व्यस्त थी। चारवी गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सबसे मजबूत संप्रदाय है। आकर्ष ने चारवी को गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के बारे में वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय में 3 10 दिशाओं वाले दिव्य राजकुमार हैं। आमतौर पर उदासीन रहने वाली चारवी भी इस बात से थोड़ी हैरान थी कि गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय में 3 10 दिशाओं वाले दिव्य राजकुमार थे। उसने पूछा, भाई आकर्ष, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ताई दिव्य संप्रदाय का बूढ़ा आदमी जो संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वह तो बस एक 8 त्रिग्राम दिव्य राजकुमार है ना? हाँ, आकर्ष ने सिर हिलाया।
पुराना पूर्वज वास्तव में 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक है। 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक के ऊपर 9 महल दिव्य ड्यूक और 10 दिशा दिव्य ड्यूक हैं। इसका मतलब है कि पुराने पूर्वज की शक्ति गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के 10 दिशा दिव्य ड्यूक से 2 स्तर कम है। चार्वी ने धीरे से कहा, 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूक के अलावा गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय में 9 महलों के दिव्य ड्यूक भी होने चाहिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ताई दिव्य संप्रदाय गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के सामने कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद चार्वी के मन में एक विचार आया और उसने फिर पूछा, भय आकर्ष, चूंकि गहन स्वर्ग दिव्य ताई दिव्य संप्रदाय से बहुत अधिक शक्तिशाली है, तो बुरा आदमी इतना दुस्साहसी क्यों है कि गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु को पहले ही अपमानित कर दे? क्या उसे डर नहीं है कि गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय नेता गुस्से में आकर ताई दिव्य संप्रदाय से परेशानी मोल लेगा? यदि गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय ताई दिव्य संप्रदाय पर हमला करता है, तो ताई दिव्य संप्रदाय के पास कोई मौका नहीं बचेगा, है ना? ये सच है कि अगर गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय उनके खिलाफ कोई कदम उठाता है, तो ताई दिव्य संप्रदाय जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ होगा। भले ही बंजर भूमि के अन्य 2 प्रमुख दिव्य संप्रदाय मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, फिर भी ताई दिव्य संप्रदाय गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय का मुकाबला नहीं कर पाएगा, आकर्ष ने उत्तर दिया। अगर ऐसा है, तो उस बुरे आदमी ने गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या उसे डर नहीं है कि गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय नेता बदला लेगा? चार्वी ने फिर पूछा, ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संप्रदाय 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों में से एक है, इसलिए इसकी अपनी गरिमा की भी रक्षा करनी है। यदि पुराना पूर्वज गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु के अधीन हो, तो सभी संप्रदाय को तुच्छ समझेंगे। प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। ऐसे समय भी आते हैं जब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, आकर्ष ने समझाया। इसके अलावा पुराने पूर्वज ने बहुत आगे बढ़कर काम नहीं किया। उन्होंने किसी की हत्या नहीं की। यदि गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख इस कारण ताई दिव्य संप्रदाय पर हमला करता है, तो उसकी प्रतिष्ठा खराब ही होगी। इसके अलावा गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी इतनी छोटी सी बात पर अपने संप्रदाय प्रमुख के कार्यों से सहमत नहीं हो सकते। क्यों? चार्वी ने असमंजस में पूछा। गहन स्वर्गीय संप्रदाय की शक्ति के साथ उनके लिए ताई दिव्य संप्रदाय का विनाश करना आसान होगा, है ना? बिल्कुल, आकर्ष ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने कहा, लेकिन यह इस धारणा पर आधारित है कि गहन स्वर्ग संप्रदाय में 10 दिशाएं दिव्य ड्यूक हैं और ताई दिव्य संप्रदाय में कोई नहीं है। हालांकि कौन निश्चित हो सकता है कि ताई दिव्य संप्रदाय की चुपचाप रक्षा करने वाले कोई 10 दिशाएं दिव्य ड्यूक नहीं है? मैंने सुना है कि पूर्वज कहते थे कि लाखों साल पहले सामान्य क्षेत्र में एक संप्रदाय था जो 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था। उस समय ताई दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु ने गलती से उस संप्रदाय के 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूक के वंशजों में से एक की हत्या कर दी थी। इससे दोनों संप्रदायों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय ताई दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख दूसरे संप्रदाय को क्षतिपूर्ति के रूप में अपने पुत्र के जीवन का बलिदान देने को तैयार था। आखिरकार उस समय ताई दिव्य संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली सदस्य आज की तरह ही एक 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक ही था। इसलिए ताई दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख स्थिति को शांत करने के लिए केवल अपने पुत्र के जीवन का त्याग कर सकता था। हालांकि ताई दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने अपने पुत्र के जीवन का बलिदान दिया, फिर भी दूसरे संप्रदाय ने मामले को जाने देने से इनकार कर दिया। 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूक, जिनके बच्चे की मृत्यु हो गई, ने व्यक्तिगत रूप से सभी को मार डाला। ताई दिव्य संप्रदाय के दिव्य ड्यूक, दरअसल उसने ताई दिव्य संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करने की भी योजना बनाई थी। जब ताई दिव्य संप्रदाय विनाश के कगार पर था, तब 2 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूक प्रकट हुए। उन 2 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूकों में एक मूल दिव्य राजा के समान शक्ति थी। उन्होंने आसानी से दूसरे 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूक को मार डाला। उसके बाद वे दोनों दूसरे संप्रदाय में गए और उस संप्रदाय के सभी 4 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूकों को मार डाला। बाद में उस संप्रदाय का सफाया हो गया और वह इतिहास की लंबी धारा में विलीन हो गया। वास्तव में उस घटना से 10,000 साल पहले ताई दिव्य संप्रदाय के 2 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूकों को एक सफलता मिली थी और वे दिव्य राजा बन गए थे, इसलिए उन्होंने ताई दिव्य संप्रदाय छोड़ दिया। ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों ने सोचा कि वे पहले ही दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के केंद्रीय क्षेत्र में चले गए हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे दोनों सीमावर्ती क्षेत्रों में ही रहे और चुपचाप ताई दिव्य संप्रदाय की रक्षा करते रहे। अब भी कई लोग मानते हैं कि 2 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूक गुप्त रूप से ताई दिव्य संप्रदाय की रक्षा कर रहे हैं और जब संप्रदाय को कोई बड़ा खतरा होगा तब वे प्रकट होंगे, आकर्ष ने कहा।
जब वे प्रकट हुए तो ये स्पष्ट था कि सीमावर्ती क्षेत्रों और दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को अलग करने वाले प्रतिबंधात्मक गठन के कारण उनके साधना केंद्र 10 दिशाओं के दिव्य शासक के स्तर तक पहुंच गए थे। चूंकि उन्होंने दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में जाने से इनकार करके दिव्य राजा बनने का सपना छोड़ दिया था, इसलिए उनके साधना केंद्र क्षीण हो गए। बहरहाल उस घटना के बाद से 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की सेनाओं के बीच कुछ हिंसक झड़पें हुई थी, लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न खतरा संप्रदाय को नष्ट नहीं कर सका। इसी कारण दोनों 10 दिशाओं के दिव्य शासकों को फिर कभी नहीं देखा गया। इसी कारण से कई लोग ताइयी दिव्य शासक संप्रदाय के साथ संघर्ष में शामिल होने से हिचकिचाते हैं। आखिरकार जो व्यक्ति दिव्य राजा से 10 दिशाओं के दिव्य शासक के रूप में पीछे हट गया है, वह अधिकांश 10 दिशाओं के दिव्य शासकों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आकर्ष ने धैर्यपूर्वक चार्वी को समझाया कि क्यों गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय ताइयी दिव्य संप्रदाय के विरुद्ध लापरवाही से कार्रवाई नहीं करेगा। इसके अलावा उसने उसे दक्षिणी स्वर्गीय क्षेत्र के मध्य क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा उन्हें अलग करने वाले प्रतिबंधात्मक गठन के बारे में भी बताया। चार्वी आकर्ष की बातों पर काफी देर तक सोचती रही। जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई। चार्वी, चलो कुछ दिन आराम करते हैं, उसके बाद हम अपने पुराने पूर्वज से शहर घूमने के लिए साथ चलने को कहेंगे, आकर्ष ने चार्वी से कहा। हालांकि वह अपनी शक्ति और भव्य में अंतर को समझते हुए साधना और अपने साधना आधार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि चाहे वह कितनी भी लगन से साधना करे, इन कामों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा चूंकि कीमिया सम्मेलन 1 महीने बाद होने वाला था, इसलिए उसके लिए बंद कमरे में साधना शुरू करना बेकार था। उसने चार्वी को कीमिया शहर में घूमते हुए उत्सुकता से इधर उधर देखते हुए भी देखा था। ये स्पष्ट था कि वह घूमने के लिए बेताब थी। इस कारण उसने उसे शहर घूमने के लिए बाहर ले जाने का फैसला किया। ठीक है, जैसी कि उम्मीद थी, आकर्ष के शब्द सुनकर चार्वी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अभी के लिए आपको अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। चार्वी द्वारा अपना कमरा चुनने के बाद आकर्ष भी एक कमरे में दाखिल हुआ। उसने साधना नहीं की, इसके बजाय उसने अपना प्रमुख दिव्य गोलियां हंडा निकाला और प्रमुख दिव्य गोलियां परिष्कृत करने लगा। रसायन विज्ञान सम्मेलन 1 महीने में होने वाला है। उससे पहले मुझे अपनी रसायन विज्ञान की कुशलताएं सुधारनी होंगी ताकि सम्मेलन के दौरान मुझे शर्मिंदा न होना पड़े। ... इस दौरान, अरे सुना, गहन स्वर्गीय संप्रदाय के युवा गुरु को पूरी तरह से अपमानित किया गया। गहन स्वर्गीय संप्रदाय के युवा गुरु अपमानित? असंभव, ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? अरे, मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं है कि दूसरा पक्ष ताइयी दिव्य संप्रदाय का पुराना पूर्वज है। वह 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक है। ताइयी दिव्य संप्रदाय, बंजर भूमि का संप्रदाय। जहां तक मुझे पता है, इस संप्रदाय में केवल एक ही 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक है और वह पूरे संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली है। ताइयी दिव्य संप्रदाय गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय से बहुत कमजोर है। ताइयी दिव्य संप्रदाय के 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूकों को गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु को अपमानित करने का साहस कहां से मिला? खैर, गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु ने उन्हें पहले उकसाया था। ताइयी दिव्य संप्रदाय को कम मत आंकिए। अतीत में 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में 5-10 दिशाओं वाले दिव्य ड्यूकों वाले सबसे शक्तिशाली संप्रदाय को ताइयी दिव्य संप्रदाय के 2 छिपे हुए महाशक्तियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ये सही है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 2 छिपे हुए शक्तिशाली लोग ताइयी दिव्य संप्रदाय छोड़ चुके हैं, लेकिन अफवाहें हैं कि वे अभी भी 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है कि ये 2 छिपे हुए महाशक्तियां अभी भी 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मौजूद हों। आखिरकार दिव्य राजा बनने के बाद भी वे वहां से नहीं गए। ये स्पष्ट है कि वे ताइयी दिव्य संप्रदाय की रक्षा के लिए दृढ़ हैं। ये सिर्फ ताइयी दिव्य संप्रदाय की बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के अन्य शीर्ष संप्रदायों में भी गुप्त शक्तियां हैं। इसलिए 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदाय अपने संघर्षों को पूर्ण युद्ध में नहीं बदलेंगे। जिज्ञासु लोगों की वजह से गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु भव्य और आकर्ष के बीच संघर्ष की खबर कीमिया शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। शहर में हर किसी को ये बात सुनने में ज्यादा समय नहीं लगा। ... धिक्कार है। भव्य को गुस्सा आ गया जब उसे पता चला कि जो हुआ वो पूरे शहर में फैल गया है। क्या उन लोगों के पास करने के लिए कुछ और अच्छा नहीं है? ये मेरे बारे में गपशप क्यों कर रहे हैं? भव्य की आंखें क्रूरता से चमक उठी और वह खुद से बुदबुदाया, ताइयी दिव्य संप्रदाय के वे लोग। जरा रुको, मैं उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। शांत होने के लिए गहरी सांस लेने के बाद भव्य को एहसास हुआ कि अब वह क्रोध सहन नहीं कर सकता।
इसलिए वह अपने पिता, जो गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख थे, की तलाश में अपने घर से निकल पड़ा। कीमिया नगर में आई गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के दल का नेतृत्व गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने किया था। वास्तव में कीमिया सम्मेलन में आने वाली अधिकांश सेनाओं का नेतृत्व उनके संप्रदाय प्रमुखों ने किया था, जब तक कि संप्रदायों के अन्य शक्तिशाली लोगों ने आने की पहल नहीं की। यही कीमिया सम्मेलन की परंपरा थी। पिताजी, भव्य चिल्लाया, भव्य, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय का संप्रदाय नेता एक मध्यम आयु वर्ग का, मध्यम कद काठी और साधारण दिखने वाला व्यक्ति था। हालांकि उसके राजसी आभामंडल से इनकार नहीं किया जा सकता था। भव्य को देखते ही उसने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ी और पूछा, मैंने तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी हैं। क्या हो रहा है? तुम बिना किसी ठोस कारण के ताई दिव्य संप्रदाय को क्यों भड़काने गई? और तुम लाल विद्युत श्वेत बाघ और डोन बंधुओं को क्यों छोड़ाए? ताई दिव्य संप्रदाय के लोग उस समय ही जा चुके थे और अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं थे, है ना? इसके अलावा अगर ताई दिव्य संप्रदाय के 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक सचमुच तुम्हें मारना चाहते तो तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं मिलता। बोलते बोलते उसका स्वर और भी गंभीर होता गया। गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की आंखें तीखी और उग्र हो गईं जब उन्होंने कहा, तुम्हारे अपमान की अफवाहों के अलावा हर कोई यह भी कह रहा है कि तुम निर्दयी और क्रूर हो। टोन बंधु तुम्हारी वजह से घायल हुए, लेकिन तुम उन्हें पीछे छोड़ आए। लाल विद्युत श्वेत बाघ तुम्हारे छोटे दादाजी की ओर से तुम्हारे 200वें जन्मदिन पर एक उपहार है। अगर उन्हें पता चले कि तुम इसे सड़क पर छोड़ आए हो तो वे क्या सोचेंगे? पिताजी, मैं भव्य को उम्मीद नहीं थी कि बोलने का मौका मिलने से पहले ही उसे डांट पड़ेगी। वह अवाक और दुखी महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने भव्य को ठंडेपन से देखा और जानबूझकर कहा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम मेरे पास अपने और ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों के बीच हुए मामूली झगड़े का बदला लेने आए हो? हाँ, भव्य ने गहरी सांस ली और फिर जोर से चिल्लाने लगा, पिताजी, ताई दिव्य संप्रदाय के 8 त्रिग्राम दिव्य जानते हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ, फिर भी उन्होंने आपकी बात का ध्यान नहीं रखा और मुझे अपमानित किया। साफ है कि उन्हें आपका जरा भी सम्मान नहीं है। मुझे लगता है। भव्य के बोलने से पहले ही गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने बीच में ही टोक दिया, आप क्या सोचते हैं? उन्होंने भव्य की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से निराश थे कि उनका बेटा उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, और बोले, आप चाहते हैं कि मैं आगे आकर आपके लिए ताई दिव्य ड्यूक के 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक से निपटूं? पिताजी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी गरिमा और प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, भव्य ने फिर कहा। अपने पिता से मिलने आने से पहले ही उसने अपने पिता को ताई दिव्य संप्रदाय के 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक के विरुद्ध करने की योजना बना ली थी। जब तक पिताजी ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज से निपटने में मेरी मदद करने को तैयार हैं, मैं दूसरों से आसानी से निपट सकता हूं। उस समय वह अद्वितीय सुंदरी मेरा खिलौना बन जाएगी। भव्य का दिल उत्सुकता और उत्साह से भर गया जब उसने सोचा कि चारवी उसका खिलौना बन जाएगी। मेरी गरिमा और प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख हंसे। जब उन्होंने हंसना बंद किया तो उनके चेहरे पर बर्फ सी ठंडक थी। भव्य की ओर देखते हुए आसपास का तापमान भी गिर गया था। भव्य डर के मारे कांप उठा। अपने पिता की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए वह जानता था कि इस मामले में अपने पिता को शामिल करना मुश्किल होगा। अगर तुम्हें सचमुच मेरे गौरव की परवाह है तो तुम्हें ठीक से व्यवहार करना चाहिए था। गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने गहरी आवाज में कहा, इससे पहले किसी ने तुम्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर तुमने दूसरों को उकसाने की पहल भी की तो वे सहते रहे। तुमने तब मेरे गौरव की रक्षा के बारे में क्यों नहीं सोचा हो? क्या तुम्हें लगता है ये गर्व की बात है? अब जब तुम अपमानित हो तो तुम्हें अचानक मेरी गरिमा और गौरव की परवाह हो गई। बोलते हुए उसका स्वर और भी ठंडा हो गया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम ताई दिव्य संप्रदाय से बदला लेने के सभी विचारों को त्याग दो। अपने पिता की बातें सुनकर भव्य समझ गया कि उसके पिता सचमुच क्रोधित हैं। उसने झट से कहा, हाँ पिताजी। इस समय वह न चाहते हुए भी केवल अस्थायी रूप से ही समझौता कर सकता था। वह ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों को जाने नहीं देगा, लेकिन अभी के लिए समझौता कर लेगा। तो क्या हुआ अगर तुम ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज हो? मैं भव्य कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें बंजर भूमि के कीमिया शहर से कभी जिंदा नहीं जाने दूंगा। यद्यपि भव्य ने गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता के सामने अस्थायी रूप से समझौता करने का फैसला किया, लेकिन उसकी नफरत बिल्कुल कम नहीं हुई। उसके चेहरे पर एक धूर्त भाव उभर आया जब उसने मन ही मन सोचा, समय को देखते हुए मेरे पिता के पास जो आत्मा मोती है उसकी ऊर्जा समाप्त होने में केवल आधा महीना ही शेष है।
स्वाभाविक रूप से गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने अपने बेटे के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने अपने बेटे के व्यवहार में नरमी देखी तो उनका स्वर भी कम कठोर हो गया। आखिरकार भव्य उनका इकलौता बेटा था, उन्हें अपने बेटे के साथ अन्याय होते देखना भी पसंद नहीं था। अगर बस इतना ही है तो अब आप विदा ले सकते हैं। अपने व्यवहार पर ध्यान दें और अगले महीने तक कोई झंझट मोल न लें। ये सुनकर भव्य चुप रहा और वहां से चला गया। ... अल्कमी सिटी के बाहर तीसरी बड़ी बहन, हम आ गए। अल्कमी सिटी हमारे सामने है, हरे कपड़ों में एक लड़की ने आसमान से उतरते हुए अपने बगल में बैठी एक महिला से कहा। उसकी आवाज चांदी की घंटी जैसी सुरीली थी। दूसरी महिला ने एक साधारण बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी भौहें मोर के पंखों जैसी थी और उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी। उसकी कमर भी पतली थी। उसका चेहरा घूंघट से आधा छिपा हुआ था, सिर्फ उसकी धुंधली आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसका स्वभाव इतना अनोखा था कि उसके सामने आसपास की हर चीज धुंधली पड़ जाती थी। उसका घूंघट थोड़ा पारदर्शी था, इसलिए उसके चेहरे की रूपरेखा धुंधली दिखाई दे रही थी। इससे उसका आकर्षण और भी बढ़ गया और लोगों में घूंघट उठाने की ललक पैदा हो गई ताकि वे उसका चेहरा देख सकें। कोई कल्पना ही कर सकता था कि बिना घूंघट के वह कितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती। सचमुच, बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान किसी खिले हुए नाजुक फूल जैसी थी जो उसे देखकर किसी को भी मोहित कर सकती थी। बैंगनी वस्त्रधारी महिला की मुस्कान देखकर हरे वस्त्रधारी लड़की क्षण भर के लिए अचंभित हो गई। उसने आह भरते हुए कहा, तीसरी बड़ी बहन, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। मेरी चापलूसी कर रही हो, है ना? क्या तुम्हारे पास दिव्य क्रिस्टल कम है? बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। तीसरी बड़ी बहन, आप मुझ पर शक कैसे कर सकती हैं? मेरी तारीफ सच्ची है। इसके अलावा मैंने इस बार गुरु से ढेर सारे दिव्य क्रिस्टल मांगे हैं, इसलिए मुझे आपसे और मांगने की जरूरत नहीं है, हरे वस्त्र पहने लड़की ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। पास खड़ी एक और महिला ने चिढ़कर कहा, लतिका, तुम हमारी पूरी यात्रा में लगातार बकबक करती रही। अल्कमी सिटी में बसने के बाद हमें आखिरकार थोड़ी शांति और सुकून मिलेगा। यह महिला भी अपने आप में एक खूबसूरत महिला मानी जा सकती थी। हालांकि बैंगनी वस्त्र पहने महिला के सामने उसकी सुंदरता फीकी पड़ गई। हरे कपड़ों वाली लड़की ने दूसरी महिला की तरफ देखते हुए एक अजीब सा चेहरा बनाया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, वरिष्ठ सिस्टर स्मिता, संप्रदाय की प्रमुख और वरिष्ठ चाची ने कहा है कि आप सभी भाग्यशाली हैं कि मैं इस यात्रा पर हूँ, वरना आप बोर होकर मर जाती। क्या आप कह रही हैं कि संप्रदाय की प्रमुख और वरिष्ठ चाची गलत हैं? हरे कपड़े पहने लड़की की बात सुनकर वह सुंदर स्त्री अवाक रह गई। स्वाभाविक रूप से वह ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसका मालिक गलत था। लतिका, तुम्हारी जबान वाकई बहुत तेज है। स्मिता तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, एक खूबसूरत महिला जो उस समूह की नेता लग रही थी ने माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। वरिष्ठ चाची, मैं भी तो सीनियर सिस्टर स्मिता के साथ मजाक कर रही थी। हरे कपड़े पहने महिला ने मजाकिया लहजे में अपनी जीभ बाहर निकाली। तुम? उस खूबसूरत महिला ने समूह को कीमिया नगर में ले जाते हुए बस बेबसी से अपना सिर हिलाया। इस खूबसूरत महिला ने एक सफेद वस्त्र पहना हुआ था जिस पर कई कमल कशीदाकारी की गई थी। उसके समूह में सभी लोग महिलाएं थीं। समूह में 3 वृद्ध महिलाएं, 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं और 3 युवतियां थीं। उसे मिलाकर समूह में 10 लोग थे। जैसे ही वे अल्कमी सिटी के गेट के पास पहुंचे, सफेद कपड़ों वाली महिला के मन में एक विचार आया। उसने बैंगनी कपड़ों वाली महिला की ओर देखा और पूछा, मानवी, तुमने इस बार अल्कमी सिटी में अल्कमी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया? पहले तुम्हें इस तरह के आयोजन में कभी दिलचस्पी नहीं रही। वरिष्ठ चाची, बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने उत्तर दिया, मुझे श्रुति से एक संचार दिव्य ताबीज मिला है जिसमें कहा गया है कि वह भी सम्मेलन में भाग लेंगी। श्रुति? सफेद कपड़ों वाली महिला थोड़ी चौंकी। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मतलब बंजर भूमि में 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय की लड़की से है। पता चला उसने तुम्हें साथ आने के लिए बुलाया था। मैं सोच रही थी कि तुम्हें अचानक कीमिया में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई। उसके बाद उसने बैंगनी कपड़ों वाली लड़की के बगल में खड़ी हरे कपड़ों वाली लड़की की ओर देखा और कहा, अगर तुम न होती तो लतिका निश्चित रूप से साथ नहीं आती। बेशक, अगर तीसरी सीनियर सिस्टर नहीं आती तो मैं निश्चित रूप से नहीं आती, हरे कपड़े पहने लड़की ने कहा। जब महिलाओं का ये समूह अल्कमी सिटी में दाखिल हुआ तो उन्होंने भीड़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये स्वाभाविक ही था क्योंकि महिलाओं का ये समूह बेहद आकर्षक था। आगे चल रही सफेद कपड़ों वाली महिला शालीन और कुलीन थी। उसमें श्रेष्ठता का भाव झलक रहा था। साफ जाहिर था कि वह कुलीन थी।
इसके अलावा उसके पीछे खड़ी एक बुजुर्ग महिला लगातार आसपास का नज़ारा देख रही थी, साफ तौर पर सतर्क। जब बूढ़ी औरत की नज़र उन पर पड़ी तो उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसके अलावा उन 3 युवतियों में से 2 दुर्लभ सुंदरियां थीं। हालांकि उनमें से एक अभी भी जवान थी, लेकिन कोई भी कह सकता था कि वह आगे चलकर एक सुंदरी बन जाएगी। दरअसल ये देखना आसान था कि वह समूह की अन्य सुंदरियों के बराबर होगी। समूह में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली महिला स्वाभाविक रूप से बैंगनी वस्त्र पहने महिला थी। हालांकि उसका चेहरा घूंघट से आंशिक रूप से छिपा हुआ था, फिर भी उसकी आंखों, भौहों और चेहरे की धुंधली रूपरेखा से कोई भी कह सकता था कि वह बेहद खूबसूरत थी। इन सभी कारकों के बावजूद महिलाओं का ये समूह सबका ध्यान कैसे आकर्षित नहीं कर सका? कौन है वे? क्या वे 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों में से एक हैं? इस समूह के सभी लोग महिलाएं हैं। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में केवल 2 शीर्ष संप्रदाय हैं जो पूरी तरह से महिलाओं से बने हैं। इनमें से एक संप्रदाय प्रकाश क्षेत्र का रंगीन चमकीला दिव्य संप्रदाय है और दूसरा सामान्य क्षेत्र का दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय है। शहर में अभी अभी दाखिल हुई महिलाओं के समूह को देखकर राहगीर आपस में चर्चा करने लगे। महिलाओं के इस समूह के स्वभाव को देखते हुए ज्यादातर लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये महिलाएं 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के 2 सर्वोच्च महिला संप्रदायों में से किसी एक की होंगी। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बैंगनी वस्त्रधारी महिला के वर्णन से मेल खाने वाला एकमात्र व्यक्ति करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय का मानवी है ना? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बैंगनी वस्त्रधारी महिला की पीठ की ओर देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि वह जोर से नहीं बोला, लेकिन उसके आसपास के ज्यादातर लोगों ने उसकी बातें सुनी। मानवी, यदि बैंगनी वस्त्र पहने महिला मानवी है, तो महिलाओं का ये समूह दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय से है। इसके बारे में बोलते हुए आगे चल रही सुंदर सफेद वस्त्रधारी महिला करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख के वर्णन से मेल खाती प्रतीत होती है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि बैंगनी वस्त्र पहने महिला मानवी थी, वहीं कुछ लोगों ने ये भी अनुमान लगाया कि आगे चल रही सफेद वस्त्र पहने महिला करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख थी। एक युवक ने कहा, वह मानवी है। सचमुच वह उतनी ही सुंदर है जितनी की अफवाह है। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मैंने जितनी भी महिलाओं को देखा है, उनमें से वह शायद रूप और व्यवहार के मामले में दूसरी सबसे सुंदर महिला है। कई लोगों ने उस युवक की बातें सुनी। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो मानवी से भी अधिक सुंदर हो? हाँ, युवक ने सिर हिलाया और आगे की ओर इशारा किया। मैं उस महिला से हाल ही में हमारे सामने वाली गली में मिला था। हाल ही में? सामने वाली गली में? क्या आप ताइगी दिव्य संप्रदाय के लोगों के साथ सफेद वस्त्र पहने महिला की बात कर रहे हैं? उनका गहन स्वर दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु के साथ झगड़ा हुआ था, है ना? एक बूढ़े ने पूछा। बिल्कुल सही, युवक ने चेहरे पर प्रेम विह्वल भाव लाते हुए कहा। वह महिला निश्चित रूप से मेरे जीवन में देखी गई सबसे खूबसूरत महिला है। उसका रूप और शरीर दोनों ही उत्तम हैं। उसमें कोई दोष नहीं है। मैंने भी लोगों को उस औरत के बारे में बात करते सुना है। उन्होंने उसका वर्णन ठीक वैसा ही किया जैसा तुमने किया। अफसोस है कि मैं उसे देख नहीं पाया। इतनी जल्दी क्या है? ताइगी दिव्य संप्रदाय के लोग जरूर कीमिया सम्मेलन में भाग लेने आए होंगे। सम्मेलन के दौरान आप उसे जरूर देख पाएंगे। तुम सही कह रहे हो, मैं उस समय उसे देख पाऊंगा। इस बीच हरे कपड़ों वाली लड़की ने भी अपने आसपास हो रही चर्चाएं सुनी। वह इन बातों से साफ तौर पर परेशान थी। तो आप क्या कह रहे हैं? क्या कोई औरत मेरी तीसरी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत है? हरे कपड़ों वाली लड़की अपनी जगह पर रुक गई और पलट गई। उसने गुस्से से पूछा, तो तुम क्या कह रही हो? कोई औरत है जो मेरी तीसरी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसकी नज़र में उसकी तीसरी बड़ी बहन अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत औरत थी। कोई भी औरत उसकी तीसरी बड़ी बहन की बराबरी नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उसकी तीसरी बड़ी बहन बेहद प्रतिभाशाली थी, इसलिए वह बचपन से ही अपनी तीसरी बड़ी बहन को अपना आदर्श मानती थी। जब उसने लोगों को ये कहते सुना कि उसकी तीसरी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत कोई है, तो वह कैसे नाराज न होती। लतिका, जब हरे कपड़े पहने लड़की ने हिलना बंद कर दिया तो अन्य 9 महिलाएं रुक गईं और उसकी ओर देखने लगीं। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने हरे वस्त्र पहने लड़की की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तो विशाल हैं, पूरे आध्यात्मिक स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दीजिए।
ये स्वाभाविक ही है कि आपकी तीसरी बड़ी बहन से भी ज्यादा सुंदर महिलाएं होंगी। जाहिर है उसने राहगीरों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तीसरी वरिष्ठ बहन, मुझे विश्वास नहीं है कि आपसे अधिक सुंदर कोई है। हरे कपड़े पहने लड़की ने मुंह बनाया। जो महिलाएं शुरू से ही वहां थीं, उनमें से एक ने कहा, जूनियर सिस्टर लतिका, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। हालांकि उन्हें लगता है कि दूसरी महिला जूनियर सिस्टर मानवी से ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई ऐसा ही सोचता है। ये सही है। स्मिता, वह युवती जिसने पहले हरे कपड़े पहने लड़की से बहस की थी, बोली, बहन लतिका, मैं भी उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इसके अलावा छोटी बहन मानवी ने घूंघट ओढ़ा हुआ है। वे उसका रूप नहीं देख सकते, इसलिए स्वाभाविक ही है कि वे इस नतीजे पर पहुंचे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह महिला ताई दिव्य संप्रदाय की है? हम किसी भी समय गुरु को ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों से मिलवाने के लिए ला सकते हैं। उस समय हम उस महिला को देख पाएंगे और उसकी सुंदरता की तुलना छोटी बहन मानवी से कर पाएंगे। तभी बैंगनी वस्त्रधारी महिला बोली, छोटी बहन लतिका, बड़ी बहन स्मिता, बड़ी बहन युतिका, बड़ी बुआ, छोटी दादी और चारों दिव्य रसायनियों को इंतजार न करवाएं। चलो। फिर उसने कहा, मुझे खुद इन चीजों की परवाह नहीं है। तुम लोग इसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? मानवी सही कह रही है। उसे इन बेकार की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तीनों इतने गुस्से में क्यों हो? चलो। सफेद कपड़ों में उस खूबसूरत औरत ने, जो उस ग्रुप की लीडर लग रही थी, अल्कमी सिटी के अंदरूनी हिस्से में जाने से पहले कहा। 3 बूढ़ी महिलाएं, 2 मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं और बैंगनी वस्त्र पहने महिला सफेद वस्त्र पहने महिला के पदचिन्हों पर चली गईं। स्मिता, युतिका और लतिका ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद स्मिता और युतिका भी समूह के बाकी सदस्यों के पीछे चले गए। केवल लतिका ही अविचल रही। उसने उस युवक को घूरा जिसने यह विषय उठाया था और कहा, ताई दिव्य संप्रदाय की महिला से मिलने के बाद अगर मुझे लगे कि वह मेरी तीसरी वरिष्ठ बहन जितनी सुंदर नहीं है, तो तुम प्रार्थना करना कि तुम मुझसे न टकराओ, वरना मैं हर बार जब हम मिलेंगे तब तुम्हारी पिटाई करूंगी। याद रखना, मेरा नाम लतिका है और मैं करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के दूसरे संरक्षक वर्षा की अंतिम शिष्या हूँ। युवक को चेतावनी देकर वह चली गई। भीड़ को होश में आने में कुछ समय लगा। क्या उसने कहा कि वह करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के दूसरे संरक्षक वर्षा की अंतिम शिष्या है? ऐसा लगता है कि वे वास्तव में करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय से हैं। तो वह बैंगनी वस्त्रधारी महिला, जिसे हरे वस्त्रधारी लड़की तीसरी वरिष्ठ बहन कह रही है, वास्तव में करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की मानवी है। जहाँ तक मुझे पता है, मानवी वर्षा की तीसरी प्रत्यक्ष शिष्या है। दयावान दिव्य यात्री संप्रदाय की दूसरी संरक्षक वर्षा, क्या वह दयावान दिव्य यात्री संप्रदाय में 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूक की एकमात्र बेटी नहीं है? मैंने सुना है कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के 10 दिशा दिव्य ड्यूकी संप्रदाय के एकमात्र पुरुष हैं। वे संप्रदाय के वास्तविक सदस्य नहीं हैं, वे तो बस संप्रदाय के एक प्रकार के संरक्षक हैं। आखिरकार उनकी पत्नी करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की पूर्व संप्रदाय प्रमुख हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वे अपना शेष जीवन करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की रक्षा में बिताएंगे। अब जबकि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के लोग यहाँ आ गए हैं, 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों में से 10 यहाँ आ चुके हैं। जैसे जैसे कीमिया सम्मेलन करीब आता जाएगा, शीर्ष संप्रदायों से अधिक लोग आएंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या धधकते सूर्य दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य कीमियागर सूरज को कीमिया सम्मेलन के दौरान फिर से सबसे कुशल प्रमुख दिव्य कीमियागर का ताज पहनाया जाएगा। यदि सूरज को फिर से सबसे कुशल प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो दिव्य रसायनज्ञ के रूप में 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में उनकी स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। कितना रोमांचक! कीमिया सम्मेलन शुरू होने में लगभग 1 महीना बाकी है। धीरे धीरे भीड़ का विषय बदल गया। आखिरकार सामान्य क्षेत्र से आने वाला करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय ही एकमात्र शीर्ष संप्रदाय नहीं था जो अल्कमी सिटी में आया था। ... इस दौरान बड़ी बहन, उस आदमी ने कहा कि कोई और औरत आपसे ज्यादा खूबसूरत है। क्या आपको जरा भी बुरा नहीं लगा? लतिका ने उलझन में पूछा, जब उसने अपने बगल में चल रहे मानवी की तरफ देखा। अगर वो मानवी की जगह होती तो उसे जरूर बुरा लगता। परेशान होने की कोई बात नहीं है। मानवी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। क्यों? लतिका ने फिर पूछा। क्योंकि मैं सचमुच ताई दिव्य संप्रदाय की उस स्त्री जितनी सुंदर नहीं हूँ, मानवी ने कहा। फिर उसने आगे कहा, भले ही वह ज्यादा सुंदर न हो, फिर भी मुझे इस बात की परवाह नहीं होगी कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं। सब क्या कहते हैं, इसकी परवाह करना बहुत थका देने वाला होगा। क्या? लतिका ने मानवी की बातों का दूसरा भाग सुना ही नहीं।
मानवी के ये कहने पर कि ताई दिव्य संप्रदाय की दूसरी महिला वाकई ज्यादा सुंदर है, वह चौंक गई। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए और उसने पूछा, वरिष्ठ बहन, क्या आप अभी इस बात से सहमत हैं कि ताई दिव्य संप्रदाय की महिला आपसे ज्यादा सुंदर है? ओह, केवल लतिका ही नहीं था जो मानवी के शब्दों से हैरान था, बल्कि अन्य लोग, जिनमें दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय के संप्रदाय नेता भी शामिल थे, भी हैरान होकर मानवी की ओर देखने लगे। छोटी बहन मानवी, क्या तुम मजाक कर रही हो? स्मिता अविश्वास से बोली, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई है? अविश्वसनीय। युतिका भी आश्चर्य से मानवी को देखने लगी। स्मिता और युतिका के लिए मानवी उनके जीवन की सबसे खूबसूरत महिला थी। खुद महिला होने के बावजूद वे मानवी की सुंदरता की प्रशंसा करती थीं। वह बूढ़ी औरत, जिसे मानवी जूनियर ग्रैंड आंटी कहती थी, हैरानी से पूछ बैठी, मानवी, क्या तुमने ताई सेलेस्टियल सेक्ट की उस औरत को देखा है? वह वही थी जिसकी नजरें लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थीं। जूनियर ग्रैंड आंटी, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। मानवी ने अपना सिर हिलाया। तीसरी वरिष्ठ बहन, चूंकि आपने उसे देखा ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि आप उसकी तरह सुंदर नहीं हैं? लतिका ने अविश्वास से पूछा। बहन श्रुति ने उसे पहले भी देखा है, उसने कहा था कि वह औरत बेमिसाल खूबसूरत है, मानवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसकी मुस्कान में थोड़ी कड़वाहट भी झलक रही थी। जब श्रुति ने मानवी को एक संचार दिव्य ताबीज के जरिए ताई दिव्य संप्रदाय की अद्वितीय सुंदरता के बारे में बताया था, तो श्रुति ने यह भी कहा था कि वह सुंदर स्त्री उस पुरुष के साथ है जिसकी उसे बहुत याद आती थी। दरअसल वह खुद भी जानती थी कि उसे उस पुरुष की इतनी याद क्यों आती है, जबकि उसने उसे सिर्फ एक बार देखा था। उसने खुद को उसके बारे में न सोचने के लिए मजबूर किया था, लेकिन यह व्यर्थ था। जब उसे पता चला कि उसके बगल में उससे भी ज्यादा सुंदर एक स्त्री है, तो उसका दिल दुख गया। बहन श्रुति, मानवी की बातें सुनकर लतिका चुप हो गई। वह श्रुति से कई बार मिल चुकी थी क्योंकि श्रुति मानवी की सबसे अच्छी दोस्त थी। इसलिए वह जानती थी कि श्रुति एक भरोसेमंद इंसान है। अगर श्रुति ने कहा था कि दूसरी औरत ज्यादा खूबसूरत है, तो ये सच ही होगा। हालांकि लतिका अभी भी अपने विश्वास पर अडिग थी। तीसरी बड़ी बहन, आप हमेशा मेरी नजर में सबसे खूबसूरत रहेंगी। भले ही बहन श्रुति कहती हूँ कि औरत बेमिसाल खूबसूरती है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता क्योंकि हर किसी की पसंद अलग होती है। शायद। मानवी मंद मंद मुस्कुराई, फिर उसने करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख की ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ मौसी, क्या हम जल्दी पहुंच रहे हैं? उसने विषय बदल दिया। वह स्पष्ट रूप से उस विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं थी। उसी समय मानवी के मन में एक आदमी की आकृति उभरी। चूंकि वह औरत यहाँ है, तो वह भी यही होगा। मानवी के मन में जो आदमी आया, वह एक खूबसूरत बैंगनी वस्त्र पहने असाधारण व्यक्तित्व वाला युवक था। वह कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। उसने मन ही मन आह भरी और सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है। मानवी की रसायन विद्या सम्मेलन में रुचि केवल उसकी सबसे अच्छी दोस्त शर्मिला के कारण नहीं थी, बल्कि मुख्यतः इसलिए थी क्योंकि वह आकर्ष से मिलना चाहती थी, जिसे वह बहुत याद करती थी और जो रसायन विद्या सम्मेलन में भी भाग ले रहा था। वह वर्तमान में बंजर भूमि में ताई दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य रसायनज्ञ था, जिसे संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञों ने मान्यता दी थी। जब मानवी को पहली बार इस बारे में पता चला, तो वह शब्दों से परे हैरान रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने कम समय में इतना शक्तिशाली हो जाएगा। पलक झपकते ही वह उस दुर्गम स्थान को छोड़कर जहां वे मिले थे, बंजर भूमि के केंद्र में पहुंच गया और बंजर भूमि के 3 प्रमुख दिव्य संप्रदायों में से एक में प्रवेश कर गया। उसे नहीं लगा कि वह आकर्ष से दोबारा मिल पाएगी, इसलिए उसने शर्मिला को उस पर नजर रखने के लिए कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जिस औरत के साथ मैंने सोया था, वह सिर्फ मेरी ही हो सकती है। ये शब्द आकर्ष ने उसके जाने के बाद कहे थे। दरअसल वह सचमुच गई नहीं थी। जब उसे लगा कि वह चली गई है, तो वह किनारे छिपकर चुपचाप उसकी प्रतिक्रिया देखती रही। उसी समय उसने उसकी बातें सुन लीं। उसने सोचा था कि वह बहुत दबंग है और उसने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। कौन जानता था कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय में लौटने के बाद वह और उसकी बातें लगातार उसके दिमाग में घूमती रहेंगी। जब उसे पता चला कि उसकी बड़ी चाची ने उसे मारने के लिए किसी को भेजा है, तो वह चिंता से खुद को रोक नहीं पाए। इसलिए उसने शर्मिला से, जो उस समय करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय में ही था, अनुरोध किया कि वह बंजर भूमि में लौटने के बाद उस आदमी की रक्षा करे। मानवी ने मन ही मन फिर आह भरी, शायद तुम मुझे भूल ही गए हो। उसने शर्मिला से सुना था कि एक अद्वितीय सुंदरी थी जो आकर्ष के पीछे पीछे घूमती थी। शर्मिला के अनुसार उस अद्वितीय सुंदरी का न केवल उसके साथ घनिष्ठ संबंध था, बल्कि वे अक्सर महीनों तक एक ही कमरे में साथ साथ साधना भी करते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसे नहीं लगता था कि उनके बीच कोई आदर्शवादी रिश्ता था।
हम आगे 2 और सड़कों से गुजरने के बाद पहुंचेंगे, दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने मानवी से कहा। दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में शीर्ष संप्रदायों में से एक था, इसलिए उन्हें ताइगी दिव्य संप्रदाय के लोगों के समान कीमिया शहर में एक अच्छा निवास दिया गया था। दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय के समूह के बस जाने के बाद वे एक के बाद एक अपने स्वतंत्र प्रांगणों में लौट आए। अंत में केवल लतिका और मानवी ही नहीं गए। वे संप्रदाय के नेता दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय के प्रांगण में खड़े होकर सभी के जाने का इंतजार करने लगे। वरिष्ठ चाची, आप हमें ताइगी दिव्य संप्रदाय के निवास पर क्यों नहीं ले आती? लतिका ने उत्साह से पूछा। क्यों? क्या आप ताइगी दिव्य संप्रदाय की उस महिला से मिलना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वह आपकी तीसरी बड़ी बहन से ज्यादा सुंदर है? करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख ने सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ, लतिका ने इनकार नहीं किया। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि वह महिला कितनी सुंदर है। यहाँ तक कि सिस्टर शर्मिला ने भी कहा है कि वह तीसरी बड़ी सिस्टर से भी ज्यादा सुंदर है। बहन शर्मिला आपकी तीसरी वरिष्ठ बहन की सबसे अच्छी दोस्त हैं, इसलिए उनके पास आपकी तीसरी वरिष्ठ बहन की जगह किसी बाहरी व्यक्ति का पक्ष लेने का कोई कारण नहीं है। ये बात लतिका के मन में भी अल्कमी सिटी में करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के निवास की यात्रा के दौरान आई थी। शर्मिला मानवी की सबसे अच्छी दोस्त थी। शर्मिला किसी बाहरी व्यक्ति का पक्ष लेते हुए यह नहीं कहेगी कि दूसरी महिला मानवी से ज्यादा सुंदर है। इससे वह दूसरी महिला के रूप रंग को लेकर और भी उत्सुक हो गई। दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय की प्रमुख ने लतिका को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने मानवी की ओर देखा और पूछा, बिंगर, क्या तुम भी उससे मिलना चाहती हो? नहीं, बड़ी चाची, मानवी ने सिर हिलाया। चूंकि वह औरत यहाँ थी तो आकर्ष भी यहीं होगा। अगर वह उस औरत को देखने गई तो जरूर उससे टकरा जाएगी। उसे देखकर वह क्या सोचेगा? क्या उसे नहीं लगेगा कि वह अति उत्साही है? वह कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसकी आन बान शान पर ठेस पहुंचे। लतिका मानवी को उत्सुकता से देख रही थी। आखिरकार अगर मानवी उस महिला को देखना चाहता तो संप्रदाय का नेता उन्हें जरूर उस महिला को देखने के लिए बुलाता। जब उसने मानवी को संप्रदाय के नेता का प्रस्ताव ठुकराते सुना तो उसे चिंता होने लगी। तीसरी वरिष्ठ बहन, क्या आपको ये जानने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है कि ताइगी दिव्य संप्रदाय की वह महिला कैसी दिखती है? मुझे नहीं लगता कि आपको जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे कोई जिज्ञासा नहीं है। मानवी ने सिर हिलाया। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, लतिका, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। क्या तुम आ रहे हो? अगर नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। इसके बाद उसने करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को विदाई दी और फिर जाने के लिए मुड़ी। ये देखकर मासूम लतिका चिंतित होकर चिल्लाई, तीसरी वरिष्ठ बहन, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। उसने बिना समय गंवाए मानवी के पीछे दौड़ लगाए। मानवी और लतिका के जाने के बाद दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और धीरे से बुदबुदाया, आज बिंग र के साथ कुछ गड़बड़ है। बताइए, दिव्य संप्रदाय की महिला से न मिलने को लेकर बेहद अड़ियल और निर्णायक है। कितना अजीब है। वह काफी चौकस थी और मानवी की प्रतिक्रियाओं से ही समझ गई कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मानवी के अजीब व्यवहार का कारण ताइगी दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जिस आदमी को वह मानवी की मासूमियत छीनने के लिए मारना चाहती थी और जो एक छाया शून्य भागने वाले ताबीज के साथ बच गया था, वह ताइगी दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर था। ... मानवी और लतिका एक आंगन में रहते थे जिसमें 2 कमरे थे। आंगन में दाखिल होते ही वे एक के बाद एक अपने अपने कमरों में दाखिल हुए। लतिका ने बिस्तर पर लेटकर अपना चेहरा हाथों पर टिकाते हुए कहा। मुंह बनाकर उसने मन ही मन बुदबुदाया, तीसरी बड़ी बहन को क्या हो गया है? उसने बड़ी बुआ से क्यों कहा कि वह उस औरत से मिलना नहीं चाहती? लतिका स्पष्ट रूप से निराश थी कि मानवी ने संप्रदाय के नेता के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था जिसमें उसे ताइगी दिव्य संप्रदाय के निवास पर ले जाने की बात कही गई थी। थोड़ी देर बाद वह खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, हम चूंकि संप्रदाय की नेता और तीसरी वरिष्ठ बहन ताइगी दिव्य संप्रदाय के लोगों से मिलने नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं अकेले ही चली जाऊंगी। मैं करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के दूसरे संरक्षक की अंतिम शिष्या हूँ। इसके अलावा मेरे बड़े दादा 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूक और 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के एक कुलीन व्यक्ति हैं। वे चाहकर भी मुझे वापस भेजने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। फिर वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। ... अल्कमी सिटी में ताइगी सेलेस्टियल संप्रदाय के निवास पर मास्टर आकर्ष। सुदर्शन ने आकर्ष के आंगन में उत्सुकता से चिल्लाया। आकर्ष ने अभी अभी एक प्रमुख दिव्य गोली ओवाकिंग हेवन पिल का शोधन किया था, तभी उसने सुदर्शन की आवाज सुनी।
उसने जल्दी से ओवरआर्किंग हेवन पिल को एक तरफ रख दिया और अपने कमरे से बाहर चला गया। मास्टर सुदर्शन, क्या बात है? जैसे ही आकर्ष बाहर निकला, उसने सुदर्शन के चेहरे पर बेचैनी के भाव देखे। ऐसा लग रहा था जैसे सुदर्शन उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहता हो। मास्टर आकर्ष, आप आखिरकार बाहर आ ही गए। मैं कब से इंतजार कर रहा था। आकर्ष को देखकर सुदर्शन ने राहत की सांस ली। उसकी चिंता भी कम हो गई थी। क्या हुआ? आकर्ष ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं हुआ। हालांकि आधे दिन पहले एक बिन बुलाए मेहमान आया और मिस चार्वी से मिलने की मांग की। स्वाभाविक रूप से हम इसके लिए राजी नहीं हुए। हालांकि उस मेहमान की पृष्ठभूमि कुछ खास रही होगी। पुराने पूर्वज ने मुझे आपकी राय जानने के लिए भेजा है, सुदर्शन ने कहा। ये कौन है? आकर्ष ने अपनी बाहें उठाईं। अतिथि का दावा है कि वह करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के दूसरे संरक्षक वर्षा की अंतिम शिष्या है। उसने बताया कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के 10 दिशा दिव्य ड्यूक उसके वरिष्ठ दादा हैं। वह मिस चार्वी से मिलना चाहती है क्योंकि उसने मिस चार्वी के अद्वितीय सौंदर्य के बारे में सुना है, सुदर्शन ने आगे कहा। आकर्ष ने सुदर्शन के शब्दों का केवल पहला भाग ही सुना। मास्टर सुदर्शन, आपने कहा था कि वह करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के दूसरे संरक्षक वर्षा की अंतिम शिष्या होने का दावा करती है। क्या आपको यकीन है? बोलते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। ठीक है, उसने यही कहा। सुदर्शन ने सिर हिलाया। मुझे उसके पास ले चलो, आकर्ष ने तत्काल कहा। मास्टर आकर्ष, वह जिस व्यक्ति से मिलना चाहती है वह मिस चार्वी है। सुदर्शन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, अगर वह चार्वी से मिलना चाहती है तो उसे मेरी इजाजत लेनी होगी, आकर्ष ने शांति से कहा। हालांकि उसका स्वर शांत था, उसकी आंखों की गहराई में एक अवर्णनीय भावना उभरी। अगर वह गलत नहीं था तो मानवी भी करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के दूसरे संरक्षक वर्षा का प्रत्यक्ष शिष्य था। मानवी करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के दूसरे संरक्षक वर्षा के तीसरे शिष्य थे। मानवी से पहले आए 2 शिष्यों का बहुत पहले निधन हो चुका था। उनमें से एक की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी और दूसरे की वर्षा ने स्वयं हत्या कर दी थी। वह जानते थे कि वर्षा के 5 शिष्य थे, जिनमें वे 2 भी शामिल थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। तीनों शिष्यों में मानवी सबसे प्रतिभाशाली थी। अन्य 2 जीवित शिष्य उनकी तुलना में थोड़े कमतर थे। उन्होंने ये सब ताई दिव्य संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग रुद्रसेन से सीखा था। अगर यह व्यक्ति वास्तव में वर्षा का अंतिम शिष्य है तो वह मानवी की छोटी बहन भी है। आकर्ष विशेष अतिथि को देखने के लिए उत्साहित था, उम्मीद कर रहा था कि मानवी भी आए होंगे। सुदर्शन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। हालांकि मेहमान की पहचान कुछ खास थी, लेकिन उसका मानना था कि अगर आकर्ष ने मेहमान को चार्वी से मिलने से मना कर दिया तो पुराने पूर्वज आकर्ष का समर्थन करेंगे। चलते चलते सुदर्शन खुद को आकर्ष को याद दिलाए बिना नहीं रह सका। मास्टर आकर्ष, मेहमान अभी जवान है। अगर वह कुछ ऐसा कहती है जिससे आपको ठेस पहुंचे तो कृपया उसे दिल पर न लें। उसने मेहमान को पहले भी देखा था और उसे यह कहते सुना था कि जब तक वह चार्वी को अपनी आंखों से न देख ले तब तक वह चार्वी को बेजोड़ सुंदरता मानने से इनकार करती है। उसने उन पर चार्वी की सुंदरता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप भी लगाया था क्योंकि उन्होंने उसे चार्वी से मिलने नहीं दिया था। वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी बातों का खंडन नहीं किया। अब जबकि वह मेहमान से मिलने के लिए चार्वी के अलावा किसी और को ला रहा था, वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि मेहमान के मुंह से कितने आपत्तिजनक शब्द निकलेंगे। चिंता मत करो, मुझे सीमा पता है, आकर्ष ने सिर हिलाया। अगर वह अतिथि सचमुच करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के दूसरे संरक्षक वर्षा की अंतिम शिष्या थी तो वह मानवी की छोटी बहन भी थी। वह लंबे समय से मानवी को अपनी स्त्री मानता था, इसलिए वह मानवी की छोटी बहन के साथ भी अपनी छोटी बहन जैसा ही व्यवहार करेगा। भले ही उसकी बातें आपत्तिजनक हों, वह उसे अनदेखा कर देगा। इसके अलावा सुदर्शन ने कहा था कि वह भी एक छोटी लड़की है। थोड़ी देर बाद सुदर्शन और आकर्ष अंततः अल्कमी सिटी में ताई सेलेस्टियल संप्रदाय के निवास के मुख्य हॉल में आए। आकर्ष ने हॉल में 2 लोगों को देखा। एक सुनील था और दूसरी एक लड़की थी जो उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी। आकर्ष ने सुनील को बेबसी से कहते सुना, मिस, आखिरी बार कृपया धैर्य रखें, वे जल्द ही आएंगे। आकर्ष ने अपना सिर हिलाया। सुनील जैसा धैर्यवान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि पर अड़ा हुआ लग रहा था। वह अंदाजा लगा सकता था कि मेहमान कितना मुश्किल होगा। जैसे ही आकर्ष और सुदर्शन हॉल में दाखिल हुए, सुनील राहत की सांस लेते हुए चिल्लाया, वे आ गए, वे आ गए। उन दोनों को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसने अपने रक्षक को देख लिया हो। वे यहाँ हैं। एक मधुर आवाज हवा में गूंजी और हरे कपड़ों वाली आकृति घूम गई। वह नाजुक और सुंदर थी।
हालांकि वह अभी छोटी थी, लेकिन कोई भी देख सकता था कि वह भविष्य में एक सुंदरी बन जाएगी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि लतिका थी। क्या तुम मुझे इसलिए परेशान कर रहे हो क्योंकि मैं जवान हूँ? सुदर्शन और आकर्ष को देखते ही लतिका के चेहरे पर तुरंत कड़वाहट छा गई। बोलते हुए वह गुस्से से भरी लग रही थी। आकर्ष को देखते हुए उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने कहा, मुझे मत बताओ कि वह चार्वी है, वह बेजोड़ सुंदरी जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। आकर्ष ने लतिका की तीखी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए पूछा, छोटी लड़की, क्या तुम सच में करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के दूसरे संरक्षक वर्षा की अंतिम शिष्या हो? तो क्या हुआ अगर मैं हूँ या नहीं हूँ? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मैं जिस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ वह तुम नहीं हो, लतिका ने ठंडे स्वर में कहा। आकर्ष की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उन्होंने पूछना जारी रखा, क्या मानवी आपकी तीसरी वरिष्ठ बहन है? आकर्ष की बातें सुनकर लतिका थोड़ा चौंक गई। उसने उसे शक भरी नजरों से देखा और पूछा, क्या तुम मेरी तीसरी बड़ी बहन को जानते हो? बेशक, आकर्ष ने शांति से उत्तर दिया, न केवल मैं उसे जानता हूँ बल्कि मैं उसके बहुत करीब भी हूँ। शायद आप मुझे जीजाजी कहकर संबोधित कर सकते हैं। तुम मेरी बड़ी बहन के साथ करीब हो। जीजा, तुम्हारा क्या मतलब है? लतिका ने भौहें चढ़ाई। आकर्ष के शब्दों का अर्थ समझने में असफल रहा। हालांकि सुदर्शन और सुनील आकर्ष की बातों का मतलब समझ गए। जब उन्होंने आकर्ष को ये कहते सुना कि वह मानवी का करीबी है और उसने छोटी बच्ची से उसे जीजाजी कहकर बुलाने को भी कहा, तो दोनों चौंक गए। क्या मास्टर आकर्ष दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय के मानवी के साथ डेटिंग कर रहे हैं? सुनील ने वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से सुदर्शन से पूछा। मुझे कैसे पता? मैंने मास्टर आकर्ष को पहले कभी ऐसा कहते नहीं सुना, सुदर्शन ने जवाब दिया। मतलब, मैं तुम्हारी तीसरी बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ। चूंकि तुम उसकी छोटी बहन हो, इसलिए तुम्हें मुझे जीजाजी कहना चाहिए। आकर्ष ने भौहें चढ़ाई। बकवास, लतिका ने जोर से कहा। मेरी तीसरी बड़ी बहन एक पवित्र और मासूम औरत है। उसका कोई प्रेमी हो ही नहीं सकता। वह करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की भावी संप्रदाय प्रमुख है, इसलिए उसका कोई प्रेमी नहीं हो सकता। क्या वह अल्कमी सिटी भी आई थी? आकर्ष ने पूछा। मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं? लतिका ने तिरस्कार से कहा। अचानक उसने भौहें चढ़ाई और कहा, मैं समझ गई। तुम जानबूझकर मेरा ध्यान भटका रहे हो ताकि मैं अपनी यात्रा का उद्देश्य भूल जाऊं। फिर लतिका ने सुदर्शन और सुनील की तरफ मुड़कर उन पर एक के बाद एक कई शब्द बरसाए। आकर्ष भी दंग रह गया। तुम दोनों अब भी जिद कर रहे हो कि तुम कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है? मैंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है, लेकिन मैंने अभी तक चार्वी को नहीं देखा है। तुम तो इस औरत जैसे आदमी को भी मुझसे मिलवाने लाए हो। जाहिर है तुम चार्वी की खूबसूरती को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो और मेरे सामने अपनी पोल खुलने से डर रहे हो। ये लोग सचमुच अंधे हैं जो कहते हैं कि चार्वी मेरी तीसरी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर वो इतनी खूबसूरत है तो क्यों छिप रही है? सीटू मिंग और सुनील ने आकर्ष को असहाय रूप से देखा। जब आकर्ष अपने सदमे से उभरा तो उसने पूछा, क्या तुम सचमुच चार्वी को देखना चाहते हो? बिल्कुल, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ? लतिका ने जवाब दिया। यदि आप चार्वी से मिलना चाहते हैं तो आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता होगी, आकर्ष ने शांति से कहा। यदि आप मेरे प्रश्न का सच्चाई से उत्तर देते हैं तो मैं आपको चार्वी से मिलने दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? लतिका ने संदेह से आकर्ष को देखा। पहले इन दोनों बूढ़ों ने भी कहा था कि मैं उस औरत से मिल पाऊंगा। आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद मुझे एक बेशर्म और खूबसूरत लड़के से ही मिलना नसीब हुआ। अगर आप मुझे सुंदर लड़का कहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बेशर्म क्यों कह रहे हैं? आकर्ष थोड़ा असंतुष्ट होकर भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी तीसरी बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड हो? क्या ये बेशर्मी नहीं है? लतिका ने चिढ़कर कहा। मैं? आकर्ष अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। कौन जाने लतिका वर्षा को उसके और मानवी के बारे में बता देगी। अगर वर्षा को पता चल गया तो वह मानवी को जरूर मार डालेगी। आखिरकार उसने पहले भी अपने एक शिष्य को इसी वजह से मार डाला था। अंत में आकर्ष ने गहरी सांस ली और लतिका से कहा, छोटी बच्ची, मैं वादा करता हूँ, अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी बहन अल्कमी सिटी में है या नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत चार्वी के पास ले जाऊंगा। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारी बड़ी बहन एक दुर्लभ सुंदरता है, चार्वी उससे भी थोड़ी ज्यादा सुंदर है। यह एक सच्चाई है। अगर मैं तुम्हारी बड़ी बहन का प्रेमी भी हूँ तो भी मैं मनमाने ढंग से उसका पक्ष नहीं लूंगा। तुम्हें भी लगता है कि चार्वी मेरी तीसरी बड़ी बहन से ज्यादा खूबसूरत है? आकर्ष की बातें सुनकर लतिका और भी परेशान हो गई।
उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होगे, वरना मैं अपने बड़े दादाजी से ताई दिव्य संप्रदाय का सफाया करने को कहूंगी। तुम यकीन करो, वह 10 दिशाओं का दिव्य ड्यूक है, इसलिए वह तुम्हारे ताई दिव्य संप्रदाय को आसानी से नष्ट कर सकता है, जिसके पास केवल 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक है। इस समय उसके चेहरे पर गर्व के भाव देखे जा सकते थे। उसे इस बात पर साफ गर्व था कि उसके बड़े दादाजी 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूक थे। छोटी बच्ची, तुम इतनी बकवास क्यों कर रही हो? बस मुझे बता दो कि क्या तुम्हारी तीसरी बड़ी बहन अल्केमी सिटी में है, और मैं तुम्हें तुरंत चारवी ले जाऊंगा, आकर्ष ने अधीरता से कहा। मेरी तीसरी वरिष्ठ बहन यहाँ है, लतिका ने कहा। वह यहाँ है। आकर्ष की आंखें चमक उठी। आकर्ष मानवी से दोबारा मिलने के लिए बेताब था। पहले वह घबराया हुआ था, उसे यकीन नहीं था कि वह भी अल्केमी सिटी आई है या नहीं। अब जब लतिका ने बताया कि मानवी भी शहर में है, तो उसकी आंखें चमक उठी और वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। वह उस औरत से जल्द ही मिल पाएगा जिसे वह अपना मानता था। लतिका ने सख्ती से कहा, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है, इसलिए मुझे चारवी नाम की उस औरत के पास ले चलो। मुझसे झूठ मत बोलो, वरना मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मेरे बड़े दादाजी ताई दिव्य संप्रदाय को भी नहीं जाने देंगे। चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा, आकर्ष ने शांति से कहा। फिर उसने बगल में खड़े सुदर्शन और सुनील की ओर मुड़कर कहा, मास्टर सुदर्शन, मास्टर सुनील, आप दोनों विदा ले सकते हैं। बस उसे मेरे पास छोड़ दीजिए। ठीक है, सुनील ने जल्दी से जवाब दिया, कहीं ऐसा न हो कि उसे फिर से लतिका से निपटना पड़े। धन्यवाद मास्टर आकर्ष, सुदर्शन ने कहा। फिर 2 प्रमुख दिव्य कीमियागर एक साथ मुख्य हॉल से चले गए। हॉल में केवल आकर्ष और लतिका ही रह गए। लतिका फिर से बोलने ही वाली थी कि आकर्ष ने उसकी तरफ देखा और कहा, चलो चलें। फिर वह मुड़ा और बाहर चला गया। लतिका जल्दी से आकर्ष के पीछे चली गई। उसके पास पहुंचकर उसने पूछा, अरे प्यारे लड़के, मेरा नाम लतिका है, तुम्हारा नाम क्या है? आकर्ष ने जवाब दिया, इसके अलावा मैं एक सुंदर लड़का नहीं हूँ। अगर आपने मुझे फिर से सुंदर लड़का कहा तो मैं अपने शब्दों से पीछे हट जाऊंगा। आकर्ष की धमकी से लतिका असंतुष्ट थी। उसने उपहास करते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम उन 2 बूढ़ों की तुलना में ज्यादा ईमानदार हो, लेकिन लगता है मैं गलत थी। आकर्ष ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने पूछा, आपने सिर्फ चारवी से मिलने और यह जानने के लिए इतनी मेहनत की कि क्या वह आपकी तीसरी वरिष्ठ बहन से भी अधिक सुंदर है? जरूर, लतिका ने जवाब दिया, बहुत से लोगों ने कहा है कि वह मेरी तीसरी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह कितनी खूबसूरत है। मेरी तीसरी बड़ी बहन मेरे जीवन में अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला है। मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा खूबसूरत कोई है। तुम्हारी तीसरी बड़ी बहन तुम्हारे साथ नहीं आई, इसका मतलब है कि उसे इस मामले की परवाह नहीं है ना? तुम अपनी तीसरी बड़ी बहन की खातिर ही नहीं, बल्कि उत्सुक भी हो, है ना? आकर्ष ने अपनी चमकीली आंखों से लतिका को गौर से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह लतिका के मन की बातें पढ़ सकता है। तो क्या हुआ? वैसे भी आपने मुझसे पहले ही वादा कर दिया है, इसलिए आपको मुझे उसके पास ले जाना होगा। लतिका ने आकर्ष की बातों का खंडन नहीं किया। कुछ ही देर बाद आकर्ष अल्केमी सिटी में ताई दिव्य संप्रदाय के निवास के आंगन में पहुंचा। उसने लतिका से कहा कि वह परिसर में उसका इंतजार करे, फिर चारवी के कमरे में चला गया। उसने दरवाजा खोलने से पहले धीरे से खटखटाया और अंदर चला गया। लतिका आकर्ष के पीछे कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसके सामने दरवाजा बंद कर दिया। उसे एहसास हुआ जब उसने कमरे को गौर से देखा, मानो उसे डर था कि वह कमरे से बाहर आने वाले लोगों को देख ना पाए। वह औरत इस कमरे में है। कमरे के अंदर आकर्ष ने चारवी से कहा था कि वे कुछ दिन आराम करने के बाद कीमिया नगर का भ्रमण करेंगे। उसने ये समय अपनी दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं को समझने के लिए लिया था। भाई लिंग तियान, चारवी ने पुकारा जब उसने आकर्ष की उपस्थिति का पता लगाया। चारवी, बाहर एक छोटी लड़की है जो तुम्हें देखना चाहती है, आकर्ष ने कहा। चारवी आकर्ष की बातें सुनकर उलझन में पड़ गई। छोटी बच्ची, कौन है ये? उसका नाम लतिका है और वह करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की एक अनुयायी है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे तुमसे मिलवा दूंगा। तुम्हें बस एक पल के लिए बाहर जाना है और उसे तुम्हें देखने देना है, आकर्ष ने कहा। चारवी हल्की सी मुस्कुराए और कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार होकर खड़ी हो गई। चलो, चूंकि तुमने उससे वादा किया है, मैं बाहर जाकर उससे मिलूंगी। उसने आकर्ष से ये भी नहीं पूछा कि उसने लतिका के अनुरोध पर सहमति क्यों दी। उसकी नज़र में आकर्ष ने जो कुछ भी किया उसके पीछे अच्छे कारण थे और वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए उसने उस पर बिना शर्त भरोसा किया और उसके प्रति कोई लापरवाही नहीं बरती।
चलो चलें। आकर्ष ने भी कमरे से बाहर जाने की तैयारी करते हुए सिर हिलाया। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने कहा, उस लड़की की बातें बुरी लग सकती हैं, बस उसे थोड़ी देर अपनी तरफ देखने दो, फिर तुम अपने कमरे में वापस जा सकते हो। ठीक है। चार्वी ने सिर हिलाया और फिर आकर्ष के नेतृत्व में कमरे से बाहर चली गई। जब चार्वी का दरवाजा खुला तो लतिका की आंखें चमक उठी। वह अब तक दरवाजे को घूर रही थी। वहां आ गई है। ल्यू ने उस परिचित आकृति को अनदेखा कर दिया जो पहले कमरे से बाहर निकली थी। उसका ध्यान पूरी तरह से उस दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित था जो कमरे से बाहर जा रहा था। जब उसने दूसरी आकृति को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। सूरज की रोशनी एक पतली सफेद पोशाक पहने महिला पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सफेद वस्त्रधारी महिला का रूप बेदाग था और उसका शरीर लाजवाब था। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सफेद वस्त्रधारी महिला कोई देवी हो जो स्वर्ग से उतरी हो। सफेद वस्त्रधारी महिला का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसे स्वयं भगवान ने गढ़ा हो। इसके अलावा हालांकि सफेद वस्त्रधारी महिला अद्वितीय रूप से सुंदर थी, फिर भी उसमें मासूमियत झलक रही थी। इन विरोधाभासी गुणों ने सफेद वस्त्रधारी महिला को और भी आकर्षक बना दिया। उसके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि सफेद वस्त्रधारी महिला की सुंदरता उसकी तीसरी बड़ी बहन की सुंदरता पर भारी पड़ रही थी। इससे पहले उसने सोचा भी नहीं था कि दुनिया में इतनी खूबसूरत औरत भी है। वह उस सफेद वस्त्रधारी महिला से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी, हालांकि वह भी एक महिला थी। उसने अपने जीवन में कई खूबसूरत औरतें देखी थीं। दरअसल उसकी तीसरी बड़ी बहन एक अनोखी खूबसूरती थी। हालांकि उसके सामने खड़ी सफेद वस्त्रधारी महिला की तुलना कोई नहीं कर सकता था। लतिका की नजरें चार्वी पर टिकी थीं और वह मन ही मन सोच रही थी, वह वाकई बहुत परफेक्ट है। इस दुनिया में इतनी परफेक्ट औरत कैसे हो सकती है। हर कोई सुंदरता की कद्र करता था और लतिका भी इससे अलग नहीं थी, भले ही वह एक छोटी बच्ची ही क्यों न हो। उसे देखने वाले सभी मर्द उसके दीवाने हो जाएंगे। आम मर्द तो उसके आकर्षण और खूबसूरती का विरोध ही नहीं कर पाएंगे, कुछ तो घिनौने काम भी कर सकते हैं। खुशकिस्मती से वह ताईगी दिव्य संप्रदाय से है, इसलिए ज्यादातर लोग लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि वह ज्यादा देर तक सुरक्षित रह पाएगी। चार्वी, अब तुम अपने कमरे में लौट सकती हो, आकर्ष ने कहा जब लतिका अभी भी अचंभित थी। आकर्ष की बातें सुनकर लतिका को होश आया। उसने देखा कि चार्वी, जो सिर्फ आकर्ष की आज्ञाकारी थी, अपने कमरे में लौट आए। आकर्ष ने लतिका की ओर देखा और पूछा, क्या अब आप संतुष्ट हैं? क्या आश्चर्य है, सचमुच एक औरत है जो मेरी तीसरी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत है। प्यारे लड़के, तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी औरत का साथ मिला है, लतिका ने आकर्ष की ओर देखते हुए कहा। उसने देखा था कि जब चार्वी अपने कमरे से बाहर आई थी तो उसने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा था। चार्वी का ध्यान पूरी तरह से आकर्ष पर केंद्रित था और जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखें कोमलता से भर गईं। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन उसे स्त्री पुरुष के बीच के प्रेम संबंधों के बारे में बहुत कुछ पता था। क्या तुमने मुझे फिर से एक सुंदर लड़का कहा? आकर्ष ने भौहें चढ़ाईं और कुछ असंतुष्ट होकर कहा, अब जब तुम्हें वो मिल गया है जो तुम चाहते थे, तो क्या तुम पुल जला रहे हो? तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? मैं उसे पहले ही देख चुकी हूँ, इसलिए अब तुम मुझे और धमका नहीं सकते, लतिका ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। आकर्ष के चेहरे पर असंतुष्ट भाव देखकर वह खुश हो गई। उसका बुरा मूड गायब हो गया। उसे लगा जैसे उसने आकर्ष से सफलतापूर्वक बदला ले लिया हो। आकर्ष ने लतिका से कोई झगड़ा नहीं किया, वह तो एक छोटी बच्ची थी। इसके बजाय उसने गंभीरता से कहा, लतिका, मैं तुम्हारी तीसरी बड़ी बहन से मिलना चाहता हूँ। आकर्ष की बातें सुनते ही लतिका का आत्मसंतुष्ट चेहरा जम गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम मेरी तीसरी बड़ी बहन से क्यों मिलना चाहती हो? उसने हंसते हुए कहा, मालिक सही कह रहे हैं, मर्द तो सब बेकार होते हैं। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारे पास पहले से ही इतनी अच्छी औरत है, फिर भी तुम मेरी तीसरी बड़ी बहन पर दौरे डाल रहे हो। बकवास मत करो, चार्वी और मेरे बीच कुछ नहीं है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, आकर्ष ने मुंह बनाते हुए कहा। छोटी बहन, लतिका ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं जवान हूँ पर अंधा नहीं हूँ। जिस तरह से उसने तुम्हें पहले देखा था, उससे मुझे वो सब पता चल गया जो मुझे जानना था। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। लतिका की बातों से आकर्ष अवाक रह गया। शुरुआती दिनों में चार्वी बेहद मासूम और भोली थी। उस समय वह पूरी तरह से उस पर निर्भर थी और रोमांस के बारे में अनभिज्ञ थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, वह पहले जैसी अज्ञानी नहीं रही।
रोमांस की कुछ समझ होने के बाद उसके प्रति उसकी भावनाएं धीरे धीरे बदलने लगी। वह उसकी भावनाओं से वाकिफ था और खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह केवल उसकी भावनाओं से अनजान होने का नाटक ही कर सकता था। आखिरकार उसका किसी और रिश्ते में बंधने का कोई इरादा नहीं था। उसकी दोनों पत्नियां, साथी, परिवार और दोस्त अभी भी दिव्य अर्पण भूमि में कैद थे। वह बस लगन से साधना करना और मजबूत होना चाहता था ताकि देवता लोकों से दिव्य अर्पण भूमि तक का रास्ता खुलने के बाद वह दिव्य अर्पण भूमि में प्रवेश कर उन्हें बचा सके। इसमें कोई शक नहीं था कि चार्वी आकर्ष की 2 जन्मों में देखी गई सबसे खूबसूरत औरत थी। इसके अलावा वह कोमल और आज्ञाकारी भी थी। अगर वह कहता कि वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ तो वह झूठ बोल रहा होगा। हालांकि वह सचमुच किसी और औरत के साथ उलझने के मूड में नहीं था। आखिरकार उसके कंधों पर बोझ बहुत भारी था। अगर वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता तो ठीक था, लेकिन जब वह सोचता तो उसे घुटन महसूस होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि वह पहले से ही अल्केमी सिटी में है, इसलिए उसे देखना मेरे लिए बस समय की बात है। आकर्ष की मानवी को तुरंत देखने की इच्छा तब फीकी पड़ गई जब लतिका ने उसके लिए चार्वी की भावनाओं का जिक्र किया। लतिका को यकीन था कि आकर्ष दोषी था क्योंकि वह उसके शब्दों का खंडन करने में असमर्थ था। इस बीच आकर्ष के चेहरे की उदासी गायब हो गई जब उसने लतिका पर एक नजर डाली। परिसर से बाहर निकलते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। लतिका उसके पीछे गई। उसने मजाक उड़ाया और मन ही मन बुदबुदाया, ये सुंदर लड़का तो औरतों का दीवाना है। आकर्ष लतिका को गेट पर भेजने के बाद मुड़ने ही वाला था कि उसने लतिका के पीछे एक बूढ़ी औरत को अचानक से आते देखा। जैसे ही बुढ़िया प्रकट हुई, उसने आकर्ष की ओर देखा। उसे अपनी ओर देखते हुए देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह सिहर उठा। जब बुढ़िया लतिका के साथ गायब हो गई तो उसने राहत की सांस ली। वह मन ही मन बुदबुदाया, ये कौन है? किसी समय आकर्ष को बिना बताए उसके बगल में एक बूढ़ी आकृति प्रकट हुई। वह लीना है, करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की प्रथम संरक्षक, पुराने पूर्वज। आकर्ष स्वाभाविक रूप से पुराने पूर्वज के अचानक आगमन से चौंक गया। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने कहना जारी रखा, वह उस छोटी लड़की के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। हालांकि वह अंदर नहीं आई, वह बाहर छिपी हुई थी। पुराने पूर्वज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लीना दयालु दिव्य यात्री संप्रदाय की पहली संरक्षक, 9 महलों की दिव्य ड्यूक है ना? चूंकि उन्होंने जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपाई थी तो आपने उनका पता कैसे लगाया? आकर्ष ने हैरानी से पूछा। उसने अपनी उपस्थिति नहीं छिपाई। दरअसल मुझे शक है कि उसने जानबूझकर मुझे अपनी उपस्थिति का पता चलने दिया। बूढ़े पूर्वज की आंखें चमक रही थीं जब वह उस दिशा में देख रहे थे जहां लतिका और लीना गए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने आकर्ष की ओर मुड़कर पूछा, गुरु डुआन, क्या करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की वह छोटी बच्ची सचमुच मिस चार्वी से मिलने यहाँ आई थी? हाँ, आकर्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। जब कई लोगों ने कहा कि चार्वी अपनी बड़ी बहन से ज्यादा सुंदर है तो उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह ये जानने आई थी कि क्या उन लोगों की बातें सच हैं। जाते समय वह शांत दिख रही थी। क्या उसने चार्वी को देखा था? बूढ़े पूर्वज ने पूछा। हाँ, आकर्ष ने सिर हिलाया। तो क्या वह आश्वस्त है? बूढ़े पूर्वज ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहे थे और अनगिनत सुंदरियां देखी थीं। हालांकि उनमें से कोई भी चार्वी के बराबर नहीं थी। वह बेदाग खूबसूरत थी, मानो ईश्वर ने उस पर कृपा की हो, इसलिए उसने उसे इतनी सुंदर बनाया। मुझे ऐसा लगता है। आकर्ष को हल्की सी मुस्कान आई जब उसे लतिका की स्तब्ध अभिव्यक्ति याद आई जब उसने चार्वी को देखा था। ... इस बीच लतिका अल्केमी सिटी में करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के निवास पर लौट आई थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई इस पूरे समय उसकी रक्षा कर रहा था। और तो और वह व्यक्ति करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की पहली संरक्षक, उसकी बड़ी दादी थी। जैसे ही लतिका ने मानवी के साथ साझा किए गए आंगन में प्रवेश किया, उसने देखा कि मानवी आंगन में एक पत्थर की मेज के सामने बैठी हुई थी। मानवी, जिसने अपना घूंघट हटा लिया था, अपने विचारों में खोई हुई लग रही थी, क्योंकि उसने अपना गाल एक हाथ पर टिका रखा था। वरिष्ठ बहन, क्या आप अपने कमरे में साधना नहीं कर रही थी? लतिका ने पूछा। लतिका, तुम बाहर गई थी। मानवी ने लतिका को बाहर से लौटते देखकर थोड़ा भौहें चढ़ाईं। क्या तुम ताई दिव्य संप्रदाय की उस महिला से मिलने गई थी? वह अपनी छोटी बहन को अच्छी तरह जानती थी। उसकी छोटी बहन सासी थी और अपनी मर्जी से काम करने की आदी थी। लतिका मानवी के सामने बैठते हुए खिलखिलाकर बोली, बड़ी बहन, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। बेटी, तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हारी एकमात्र कमी है। तुम जिस तरह उत्साहित दिख रही हो, उससे लगता है कि तुम ताई दिव्य संप्रदाय की उस महिला से मिलने में कामयाब रही हो, है ना?
मानवी ने पूछा। उसे लतिका की सुरक्षा की चिंता नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि उनकी बड़ी दादी लतिका की रक्षा के लिए जरूर उसके पीछे आएंगी। आखिरकार उनकी बड़ी दादी इस यात्रा पर युवा पीढ़ी की रक्षा और उन पर नजर रखने आई थी। हाँ, लतिका ने सिर हिलाया। तो कैसा रहा? मानवी ने पूछा। उसके चेहरे पर एक उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति तेजी से उभरी और फिर गायब हो गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त शर्मिला, जो बंजर भूमि में 1000 मकड़ियों के दिव्य संप्रदाय की एक अनुयायी थी, ने कहा था कि ताई दिव्य संप्रदाय की वह महिला उससे ज्यादा सुंदर थी और उसे शर्मिला की बात पर कोई संदेह नहीं था। हालांकि अब जब उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन ने उस महिला को देखा है, तो वह अपनी छोटी बहन की राय जानने के लिए उत्सुक थी। लतिका मानवी के बगल में पली बड़ी थी और उनके बीच बहुत करीबी रिश्ता था। लतिका के पास बड़ा चढ़ाकर कहने का कोई कारण भी नहीं था। बड़ी बहन, आपको खुद देखना चाहिए, लतिका ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक मोती निकालकर मानवी को देते हुए कहा। जब मैंने उसे देखा तो मैंने चुपके से एक तैरते हुए प्रतिबिंब मोती से उसे रिकॉर्ड कर लिया। ये तैरता हुआ प्रतिबिंब मोती, जो एक दिव्य ड्यूब द्वारा अंकित है, वाकई अद्भुत है। दिव्य ड्यूब से कमजोर कोई भी इसे खोज नहीं पाएगा। न तो उस सुंदर लड़के ने और न ही उस सुंदर स्त्री ने इसे देखा। तैरते हुए मोती को आमतौर पर आदिम दिव्य उपकरण माना जाता था। हालांकि अगर इसे किसी कुलीन व्यक्ति ने उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से उकेरा हो तो इसका ग्रेड निश्चित रूप से ऊंचा होगा। ग्रेड जितना ऊंचा होगा, इसे खोजना उतना ही कम आसान होगा। सुंदर बालक, मानवी ने तैरते हुए प्रतिबिंब मोती को पकड़ा और अपनी दिव्य मूल ऊर्जा उसमें प्रवाहित की। अचानक तैरते हुए प्रतिबिंब मोती के ऊपर के स्थान में एक स्पष्ट रिकॉर्डिंग दिखाई दी। मानवी ने एक बंद दरवाजा देखा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक बैंगनी आकृति बाहर निकली। बैंगनी आकृति को देखते ही उसके हाव भाव एकदम बदल गए और उसकी आंखों की गहराई में एक अवर्णनीय भाव उमड़ पड़ा। आखिरकार वह उस बैंगनी आकृति से अनजान नहीं थी। उसने अपने दिल कांपते हुए महसूस किया और मन ही मन सोचा, वह बिल्कुल नहीं बदला है। रिकॉर्डिंग में बैंगनी कपड़े पहने युवक बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा पिछली बार मिला था। उसकी आंखों और शरीर से आत्मविश्वास झलक रहा था। तीसरी बड़ी बहन, क्या आप उसे जानती हैं? लतिका ने आकर्ष के प्रकट होते ही मानवी में आए बदलाव को देख लिया था। उसने मानवी की प्रतिक्रिया पर गौर किया था क्योंकि आकर्ष ने पहले मानवी का जिक्र किया था। वह उत्सुक थी कि क्या मानवी और आकर्ष सचमुच एक दूसरे को जानते हैं। अब जब उसने मानवी की प्रतिक्रिया देख ली थी तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि आकर्ष और मानवी एक दूसरे को जानते हैं। उसके मन में और भी सवाल उठे। वह सोच रही थी कि मानवी की मुलाकात आकर्ष से कब और कैसे हुई। इसके अलावा मानवी के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि आकर्ष मानवी के लिए खास था। लतिका को उत्सुकता क्यों न हो, मानवी के पीछे हमेशा से ही लोगों की कमी नहीं रही। उसके पीछे चलने वालों में से एक था भव्य, जो गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय का युवा गुरु था। हालांकि उसने कभी मानवी को अपने पीछे चलने वालों पर ध्यान देते नहीं देखा था। उसे भव्य जैसे असाधारण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की भी परवाह नहीं थी। इस समय मानवी ने आखिरकार चार्वी को देखा जो आकर्ष के पीछे चल रही थी। चार्वी का सुंदर रूप देखकर वह अपने मन में उठे हीन बोध को रोक नहीं पाए। उसने मन ही मन आह भरी, सच में मैं उसकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती। जीवन में पहली बार मानवी को किसी और औरत से तुलना करने पर हीनता का एहसास हुआ। और उसने उस औरत को सिर्फ एक तैरते हुए मोती की रिकॉर्डिंग में ही देखा था। हालांकि असली इंसान और रिकॉर्डिंग में ज्यादा फर्क नहीं होता, फिर भी कोई बस अंदाजा लगा सकता है कि असल जिंदगी में वह औरत कितनी खूबसूरत होगी। निराश होकर वह मन ही मन बुदबुदाई, तो यही है उसके बगल वाली औरत। उसके बाद मानवी ने अपना हाथ हिलाया और अपनी दिव्य मूल ऊर्जा से फ्लोटिंग इमेज पल की रिकॉर्डिंग को मिटा दिया और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। लतिका ने मानवी की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, तीसरी वरिष्ठ बहन, क्या आप उस महिला प्रेमी को जानती हैं? औरतों का शौकीन। मानवी उलझन में था। औरतों का शौकीन कौन होता है? लतिका ने जवाब दिया, फ्लोटिंग इमेज पल की रिकॉर्डिंग वाला लड़का। उसे। मानवी ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। लतिका, तुम लोगों को गालियां कैसे दे सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि गालियां देना अशिष्टता है? लतिका मानवी की बातों से अचंभित रह गई। हालांकि उसने मजाक में अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, तीसरी बड़ी बहन, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह सचमुच एक औरतबाज लग रहा है। उसे बुरा भला कहना बंद करो, ठीक है? मानवी ने लतिका को सख्ती से देखा। क्यों? लतिका ने पूछा। वह एक पल रुकी और फिर अर्थपूर्ण ढंग से पूछा, तीसरी वरिष्ठ बहन, क्या आप उसे जानती हैं? मैं मानवी हकलाते हुए बोली। लतिका के सवाल से वह अवाक रह गई। तुम उसे जानती हो? लतिका को मानवी की प्रतिक्रिया देखकर एहसास हुआ।
लगता है जब उसने कहा कि वह तुम्हें जानता है, तो वह झूठ नहीं बोल रहा था। तीसरी वरिष्ठ बहन, उसे अनदेखा करो। उसके और उस महिला के बीच जरूर कुछ चल रहा होगा। मैंने देखा कि जब वह उसे देख रही थी तो उसकी नजरें कितनी स्नेह भरी थीं। अगर उनके बीच सचमुच कुछ नहीं चल रहा है तो मैं, लतिका, अपना नाम उल्टा लिखूंगी। बोलते बोलते उसका स्वर गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि मानवी उस बैंगनी वस्त्रधारी युवक से धोखा खा जाएगा जो फ्लोटिंग इमेज पल की रिकॉर्डिंग में दिखाई दिया था। जैसे ही लतिका ने बोलना खत्म किया, मानवी ने सख्ती से कहा, लतिका, मैं किसी भी व्यक्ति के चरित्र को पहचानने में सक्षम हूँ। तुम्हें मुझे ये याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलते बोलते उसका स्वर थोड़ा कठोर हो गया, साफ तौर पर गुस्से से भरा हुआ। तीसरी बड़ी बहन, क्या आप उस आदमी की वजह से मुझ पर नाराज हैं? आपने पहले कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। लतिका ने चौंक कर कहा। वह बहुत दुखी लग रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ये देखकर मानवी को एहसास हुआ कि उसने अपनी छोटी बहन से कुछ ज्यादा ही सख्ती से बात कर दी थी। उसने तुरंत माफी मांगी। लतिका, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। तुम उससे इतना क्यों बच रही हो? लतिका ने पूछा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू चमक रहे थे। मैं, लतिका द्वारा उससे जानकारी निकालने की कोशिश के बावजूद मानवी चुप रही। उसके और आकर्ष के बीच के मामले के बारे में उसकी सबसे अच्छी दोस्त, करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख, उसकी वरिष्ठ दादी और संप्रदाय प्रमुख के अधीनस्थ एक बुजुर्ग शर्मिला के अलावा किसी को पता नहीं था। लतिका ने स्वाभाविक रूप से मानवी के व्यवहार की असामान्यता को भांप लिया। उसने रोना बंद किया और गंभीरता से बोली, तीसरी वरिष्ठ बहन, क्या आप उस व्यभिचारी के झांसे में आ गई थी? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे उसे जीजाजी कहने के लिए कहा। बेतुका, मुझे इस बारे में वरिष्ठ दादी को बताना होगा, वरना वह आपके अगले संप्रदाय प्रमुख बनने की राह में रोड़ा बन सकता है। अपनी बात खत्म करने के बाद वह जाने के लिए मुड़ी। ये देखकर मानवी चिल्लाई, लतिका। पल भर में वह लतिका को जाने से रोकने के लिए आगे बढ़ी। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अगर यह वैसा नहीं है जैसा मैं सोचती हूँ तो फिर क्या है? लतिका ने असमंजस में पूछा। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए और उसने पूछा, तीसरी बड़ी बहन, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? साफ था कि मानवी उससे कोई राज छिपा रही थी। उसे लगा जैसे उसके साथ अन्याय हुआ है। क्या वह अपनी तीसरी बड़ी बहन की नजर में इतनी अविश्वसनीय थी? क्या उसकी बड़ी बहन को डर था कि वह अपना राज खोल देगी? सच कहूं तो बंजर भूमि के किमिया नगर के लिए रवाना होने से पहले मैंने गुरु को ये कहते सुना था कि 30 साल पहले सिस्टर शर्मिला ने आपको पिछले किमिया सम्मेलन में आने के लिए कहा था। इसके अलावा पिछला सम्मेलन क्रॉस क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जो हमारे संप्रदाय से ज्यादा दूर नहीं है, और गुरु ने स्वयं समूह को सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया था। हालांकि उस समय आपने सम्मेलन में आने से इनकार कर दिया था। जब मैंने सुना कि आप इस बार कीमिया सम्मेलन में भाग लेना चाहती हैं, तो मुझे पहले ही लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार न केवल कीमिया सम्मेलन हमारे संप्रदाय से दूर आयोजित किया जाएगा, बल्कि गुरु सम्मेलन में भाग लेने के लिए समूह का नेतृत्व भी नहीं कर रहे हैं। आपने अचानक सिस्टर शर्मिला का निमंत्रण क्यों स्वीकार कर लिया? मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि आप बस आराम करना चाहती हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि चीजें इतनी आसान नहीं है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने उस महिला ताई दिव्य संप्रदाय की उस आकर्ष की वजह से इस कीमिया सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया है ना? लतिका ने मानवी को गौर से देखते हुए पूछा। लतिका ने देखा था कि जब मानवी ने आकर्ष को देखा था तो मानवी कैसे अपना संयम खो बैठी थी, इसीलिए उसने इतना साहसिक अनुमान लगाया था। आखिरकार उसने पहली बार मानवी को अपना संयम खोते देखा था। इसके अलावा जब मानवी ने आकर्ष को देखा तो वह मानवी की निराशा को महसूस कर सकती थी, मानो उसने अपनी आत्मा ही खो दी हो। मानवी कीमिया शहर में ताई दिव्य संप्रदाय की संपत्ति पर जाने के लिए कितनी अनिच्छुक थी, इसे देखते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंची। मानवी मन ही मन आश्चर्यचकित थी कि लतिका कितनी बुद्धिमान और चौकस थी। लतिका, अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर उसने बताया कि उसके और आकर्ष के बीच क्या हुआ था। उसने लतिका को बताया कि वह विश्व शुद्धिकरण करने वाली अश्वपूंछ की मूंछ, जो संप्रदाय के रक्षक दिव्य अस्त्रों में से एक है, की खोज में थी और कैसे उसका आकर्ष से सामना हुआ था। फिर उसने लतिका को बताया कि कैसे उसे शर्मिला के माध्यम से पता चला कि आकर्ष ताई दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य रसायनज्ञ है। मानवी की बातें सुनकर लतिका मानो जड़वत सी खड़ी रह गई। उसे अपनी बात समझने में काफी समय लगा, तब जाकर उसे होश आया।
मानवी की बातें सुनकर उसके सारे संदेह और सवाल गायब हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व शुद्धिकरण करने वाली हॉस्टेल विस्क मिलने के बावजूद तुम खुश नहीं लग रही थी। तुम पहाड़ की चोटी पर अकेली रहती थी और हर समय बंजर भूमि की ओर देखती रहती थी। मुझे लगा था कि तुम सिस्टर शर्मिला के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब पता चला कि तुम उनके बारे में सोच रही थी। एक पल बाद उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने पूछा, तीसरी वरिष्ठ सिस्टर गुरु को इस बारे में पता नहीं है ना? क्या आपको लगता है कि अगर मालिक को इसके बारे में पता चल गया तो मैं यहाँ खड़ा रहूंगा? मानवी कड़वाहट से मुस्कुराया। तीसरी वरिष्ठ बहन, आप जानती हैं कि कागज में आग नहीं होती। वरिष्ठ दादी आपकी मदद तो कर सकती हैं, लेकिन वे हमेशा आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। मैं तब उलझन में पड़ गई जब वरिष्ठ दादी अगले संप्रदाय प्रमुख के रूप में आपकी नियुक्ति को तब भी टालती रही जब संप्रदाय ने इस मुद्दे को उठाया। पता चला कि यह जानबूझकर किया गया था। उन्हें डर है कि कहीं गुरु को पता न चल जाए कि आपने अपना कौमार्य खो दिया है, और वह भी किसी अजनबी के साथ, लतिका ने कहा। आखिरकार उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। हाँ, मानवी ने सिर हिलाया। तीसरी वरिष्ठ बहन, आप क्या करने जा रही हैं? दोनों ने पूरे समय वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से बातचीत की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी बातचीत किसी को सुनाई न दे। मुझे नहीं पता, मानवी ने जवाब दिया। लतिका ने मानवी को घूरते हुए पूछा, क्या आपके मन में उस महिला के लिए भावनाएं हैं? आकर्ष, मानवी ने लतिका की जानकार निगाहों से मिलने से परहेज किया और झिझकते हुए जवाब दिया, शायद। तीसरी वरिष्ठ बहन, जब मैं कीमिया नगर में ताई दिव्य संप्रदाय की संपत्ति पर थी तो आकर्ष ने कहा कि वह आपसे मिलना चाहता है। अगर आप उससे मिलना चाहती हैं तो मैं आपके साथ वहां चलूंगा। हालांकि हमें कोई अच्छा बहाना ढूंढना होगा, वरना वरिष्ठ दादी को जरूर शक होगा, लतिका ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से कहा। अब जब उसे पता चला कि करुणामय दिव्य यात्री संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने पहले आकर्ष को मारने के लिए किसी को भेजा था, तो वह जानती थी कि अगर संप्रदाय प्रमुख को पता चला कि आकर्ष ताई दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर है, तो संप्रदाय प्रमुख निश्चित रूप से आकर्ष को फिर से मारने का प्रयास करेगा। नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहती। मानवी ने अपना सिर हिलाया। साफ था कि वह आकर्ष से न मिलने की ठान चुकी थी। क्यों? क्या यह उसके बगल में बैठी उस औरत की वजह से है? लतिका ने घृणा से पूछा। आकर्ष और उसके बगल में बैठी सफेद कपड़ों वाली महिला के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में नाराजगी और असंतोष की झलक दिखाई दे रही थी। आखिरकार उन दो लोगों की वजह से ही उसकी बड़ी बहन को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी थी। लतिका, क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारा साथ रहना मुमकिन है? अगर उसके साथ कोई और औरत भी न हो तो भी मालिक उसे नहीं छोड़ेगा। उसे इस मामले में घसीटने से बेहतर है कि मैं अकेले मर जाऊं। हालांकि हम थोड़े समय के लिए ही साथ थे, मैं नहीं चाहती कि उसे कोई नुकसान पहुंचे, मानवी ने दृढ़ निश्चय से अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा। तीसरी वरिष्ठ बहन, अगर वह एक जिम्मेदार आदमी है तो वह तुम्हें ले जाएगा। तुम दोनों सीमा क्षेत्र छोड़कर केंद्रीय क्षेत्र में जा सकती हो। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि गुरु तुम्हारे पीछे आएंगे। गुरु दिव्य राजा बनने से पहले सीमा क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। अगर वह केंद्रीय क्षेत्र में तुम्हारे पीछे आ भी जाए तो अगर वह तुम्हें ढूंढना चाहे तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा, लतिका ने ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा। सीमा क्षेत्र छोड़ दो, मानवी ने सिर हिलाया। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो यह मालिक के साथ उसके वर्षों के पालन पोषण और देखभाल के प्रति अन्याय होगा। मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। जब बात खुल जाएगी तो मैं मालिक को ही सजा तय करने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मौत ही क्यों न देनी पड़े, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। ये साफ था कि वह मरने के लिए तैयार थी। तीसरी बड़ी बहन, लतिका की आंखें लाल हो गईं। वह समझ गई कि मानवी दृढ़ निश्चयी है। उसके हाथ मुट्ठियों में कसकर भींचे हुए थे और वह कांप रही थी। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक इतनी क्षणिक थी कि मानवी को पता ही नहीं चला। ... अल्कमी सिटी में ताईगी दिव्य संप्रदाय के निवास में आकर्ष को लतिका को भेजे हुए 2 दिन बीत चुके थे। इस समय वह चार्वी को अपने साथ ताईगी दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज से मिलने ले गया था ताकि उसे बता सके कि वह और चार्वी शहर में घूमने जाने का इरादा रखते हैं। मास्टर आकर्ष, अगर आप आज नहीं भी आए तो भी मैंने 1-2 दिन में आपको ढूंढने की योजना बनाई थी। हम कुछ दिनों से अल्कमी सिटी में हैं, लेकिन औषधीय गोलियां और जड़ी बूटियां बेचने वाली हमारी दुकान अभी तक नहीं खुली है। हमें इसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे, ताईगी दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने कहा। हम आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, वृद्ध पूर्वज। हालांकि मैं इन 2 दिनों में चार्वी को शहर घुमाने की योजना बना रहा हूँ। इस बीच क्यों न हम तीनों स्वामियों को दुकान खोलने का कार्यभार सौंप दें।
आकर्ष ने सुझाव दिया, यह कोई बुरा विचार नहीं है। मैं मास्टर सुदर्शन और अन्य लोगों से दुकान के द्वार पर नजर रखने के लिए कहूंगा, जबकि मैं आपके और मिस चार्वी के साथ कीमिया शहर में घूमने जाऊंगा। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने सहमति में सिर हिलाया। वह 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थे। हालांकि आकर्ष और चार्वी के लिए यह अलग था। आखिरकार ये संभव था कि गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु ने उनके पिछले संघर्ष के कारण आकर्ष के प्रति द्वेष रखा हो। अगर कोई संघर्ष नहीं भी होता तब भी वह आकर्ष को असुरक्षित नहीं छोड़ते। आखिरकार आकर्ष की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों को कीमिया शहर ले जाने का उनका मुख्य कारण आकर्ष की रक्षा करना था, ताकि आकर्ष एक द्विविशेषता या त्रिविशेषता ड्यूग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमता प्राप्त कर सके। उसे संप्रदाय के राजा स्तर के दिव्य अस्त्र के खोने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे आकर्ष की कीमिया कला में विश्वास था, लेकिन फिर भी राजा स्तर के दिव्य अस्त्र की रक्षा करना जरूरी था। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के अधिकांश शीर्ष संप्रदाय अपने खोए हुए राजा स्तर के दिव्य अस्त्र को वापस पाने के लिए जरूर कोई कदम उठाएंगे। स्वाभाविक रूप से वे अंधेरे में काम करेंगे। आखिरकार अगर वे खुलेआम ऐसा करते तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती। हालांकि चूंकि ताई दिव्य अस्त्र संप्रदाय 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों में सबसे कमजोर संप्रदायों में से एक था, इसलिए अगर संप्रदाय इसे किसी अन्य शीर्ष संप्रदाय से खो देता तो उनके लिए संप्रदाय के राजा स्तर के दिव्य अस्त्र को वापस पाना मुश्किल होता। पुराने पूर्वज की बातें सुनकर आकर्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, पुराने पूर्वज, अगर आप हमारे साथ न भी चले तो भी कोई बात नहीं। अब तक मुझे यकीन है कि गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु को पता चल गया होगा कि मैं एक प्रमुख दिव्य कीमियागर और ताई दिव्य का मुख्य दिव्य कीमियागर हूँ। वह जानता है कि अगर मैं अपनी दिव्य अग्नि का विस्फोट करूं, तो मैं एक दिव्य राजा को भी मार डालूंगा, उसके जैसे किसी व्यक्ति या दिव्य ड्यूक की तो बात ही छोड़िए। मुझे नहीं लगता कि वह जोखिम उठाकर मुझे उकसाएगा। गुरु आकर्ष, चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी आप सोचते हैं। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने आह भरते हुए कहा, अगर आप अपनी प्रमुख दिव्य अग्नि का विस्फोट करना भी चाहें तो ये तभी कारगर होगा जब आपके पास ऐसा करने का समय होगा। गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु, शायद आपके लिए खतरा न हो, लेकिन अगर कोई दिव्य ड्यूक आप पर हमला कर दे तो क्या होगा? मुझे डर है कि उस समय आपके पास अपनी प्रमुख दिव्य अग्नि का विस्फोट करने का भी समय नहीं होगा। अगर आप दिव्य ड्यूक नहीं हैं, तो अगर कोई दिव्य ड्यूक हमला करने का फैसला करता है तो आपके लिए अपनी रक्षा करना असंभव होगा। अगर आकर्ष एक दिव्य ड्यूक होता तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, भले ही वह सिर्फ एक बुनियादी दिव्य ड्यूक ही क्यों न होता। 10 दिशाओं वाले दिव्य ड्यूक के खिलाफ भी एक प्रमुख दिव्य कीमियागर जो एक बुनियादी दिव्य ड्यूक था, 300 फीट के दायरे में 10 दिशाओं वाले दिव्य को मार सकता था। यहाँ तक कि एक दिव्य राजा भी गंभीर रूप से घायल हो सकता था अगर मर न भी जाए। आखिरकार एक बुनियादी दिव्य ड्यूक भी 10 दिशाओं वाले दिव्य ड्यूक का पता लगा सकता था। तुम्हारी बात सही है। आकर्ष ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज की बातें सुनकर शर्मिंदगी से मुस्कुराया। वह भूल गया था कि गहन स्वर्गीय दिव्य संप्रदाय का युवा गुरु किसी और को भेजकर उसे परेशान कर सकता है या मार सकता है। आकर्ष हुआन जियान के 3 नायकों से तो अपनी रक्षा कर सकता था, लेकिन दिव्य राजकुमारों से निपटने में वह असमर्थ था। इसके अलावा उसके पास कोई विशिष्ट दिव्य अग्नि नहीं थी। उसके पास जो थी वह थी अराजकता दिव्य ज्वाला। कौन जानता था कि वह अराजकता दिव्य ज्वाला को विस्फोटित भी कर पाएगा या नहीं। जब उसने कहा कि वह अपनी दिव्य अग्नि को विस्फोटित कर सकता है तो ये केवल एक खोखली धमकी थी। ... आकर्ष और चार्वी ने अगले 2 दिन ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज के संरक्षण में कीमिया नगर में घूमते हुए बिताए। उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु भव्य मानो गायब हो गए हों। 2 दिनों के बाद आकर्ष और चार्वी ने अल्कमी सिटी का लगभग आधा हिस्सा घूम लिया था। जब वे पहली बार आए थे तब की तुलना में अब शहर बेहद चहल पहल से भरा था। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की शीर्ष शक्तियों की दुकानें धीरे धीरे एक के बाद एक खुलती गईं। दुकानें अल्कमी सिटी की सड़कों और गलियों में सजी हुई थीं। दूसरी ओर ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान अभी तक नहीं खुली थी। संप्रदाय अभी भी उसे खोलने की प्रक्रिया में था। चार्वी, जिसने 2 दिन अल्कमी सिटी की खोज में बिताए थे, ने पाया कि शहर अपनी नवीनता खो चुका था। जब वे ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान के पास से गुजरे तो उसने आकर्ष का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई लिंगटियान, आइए मास्टर सुदर्शन और बाकी लोगों की मदद करें। अपनी बात खत्म करते ही वह दुकान में दाखिल हो गई। मास्टर आकर्ष, लेडी चार्वी, पुराने पूर्वज। जब आकर्ष, चार्वी और पुराने पूर्वज दुकान में आए तो 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों ने अपना काम रोक दिया और एक साथ उनका अभिवादन किया। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने दुकान के चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तीनों गुरुओं, लगता है तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।
कल हम आधिकारिक तौर पर दुकान खोल पाएंगे, है ना? हाँ, हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सुदर्शन ने सिर हिलाया। फिर वह आकर्ष की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर आकर्ष, आपको कल दुकान के उद्घाटन पर जरूर आना चाहिए। आखिरकार हम वही प्रमुख दिव्य गोली ओवरआर्चिंग हेवन पिल बेच रहे हैं जिसे आपने परिष्कृत किया था। ये सर्वविदित है कि ताई दिव्य संप्रदाय में, या यूं कहें कि पूरे बंजर भूमि में, कोई भी प्रमुख दिव्य कीमियागर नहीं था जो ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत कर सके। आखिरकार आपके बारे में कोई नहीं जानता। कीमिया नगर में गोलियां बेचने के लिए एक समझौता है। संप्रदाय केवल वही गोलियां बेच सकते हैं जिन्हें उनके संप्रदाय के दिव्य कीमियागरों द्वारा परिष्कृत किया गया हो। ऐसा संप्रदायों को व्यवसाय चुराने के लिए अनुचित तरीकों का सहारा लेने से रोकने के लिए किया जाता है। संप्रदाय केवल अपने दिव्य कीमियागरों द्वारा परिष्कृत गोलियां ही बेच सकते हैं। क्या ऐसा कोई नियम है? आकर्ष थोड़ा अचंभित हुआ। आखिरकार उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई नियम है। हालांकि इस बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि कीमिया नगरी के लिए ऐसा नियम लागू करना सामान्य बात है। कीमिया नगरी का उद्देश्य कीमिया सम्मेलन के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करना था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसके विभिन्न नियम होंगे। ये सही है। सुनील ने सिर हिलाया। जब हम अपनी दुकान खोलेंगे तो ये लाजिमी है कि कुछ लोग मुसीबत मोल लेने आएंगे और हम पर ऐसी गोलियां बेचने का आरोप लगाएंगे जो हमारे संप्रदाय के दिव्य कीमियागरों द्वारा परिष्कृत नहीं की गई हैं। उस समय हमें उनका मुंह बंद करने के लिए मास्टर आकर्ष से ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करवाना होगा। ... जैसा कि अपेक्षित था, अगले दिन जब ताई दिव्य संप्रदाय ने अपनी दुकान खोली तो स्पष्टतः बुरे इरादों वाले लोगों के दो समूह परेशानी की तलाश में आ गए। समूहों के नेताओं में से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसने लंबा हरा चोगा पहना हुआ था और जिसके चेहरे पर दाग थे। जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसने अपने आदमियों से वहां से हटकर ग्राहकों को दुकान में आने से रोकने को कहा। उसने उपहास करते हुए कहा, ताई दिव्य संप्रदाय ने 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों द्वारा स्वीकृत नियम का उल्लंघन किया है क्योंकि उन्होंने प्रमुख दिव्य गोलियां ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को सार्वजनिक रूप से बेचा है जिन्हें उनके संप्रदाय के दिव्य कीमियागरों द्वारा परिष्कृत नहीं किया गया है। क्या आपको लगता है कि हम अंधे हैं? ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों ने हरे कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उपद्रवी यहाँ है। सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। सुदर्शन गुस्से से लाल हो गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, कौन है? ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान में इतनी बेशर्मी से पेश आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हरे कपड़े पहने, चेहरे पर दागों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने शांति से सुदर्शन की तरफ देखा जो साफ तौर पर गुस्से में था। सुदर्शन, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? हरे कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी को गौर से देखते ही सुदर्शन का गुस्सा मानो गायब हो गया। उसके चेहरे पर उदासीनता छा गई और उसने हल्के से उपहास करते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि यह कौन हो सकता है। पता चला कि यह वही है जिसे मैंने 30 साल पहले हराया था। हरे कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सुदर्शन की बातों से साफ गुस्सा आ गया। उसने चिढ़कर कहा, सुदर्शन, 30 साल पहले तुमसे मेरी हार सिर्फ एक क्षणिक चूक की वजह से हुई थी। तुम्हें गर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले कीमिया सम्मेलन में मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम मुझसे कमतर हो। गौरव। इस बीच दुकान में ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज एक लकड़ी की मेज पर बैठे थे। आकर्ष और चारवी उनके सामने बैठे थे। उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा, गौरव, तो यह वही है। वह कौन है? आकर्ष ने उत्सुकता से पूछा। वह छाया क्षेत्र में स्थित सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय का एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ है। सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय छाया क्षेत्र के 4 शीर्ष संप्रदायों में से एक है। संप्रदाय के नेता ने मुझे बताया कि गौरव और मास्टर सुदर्शन ने 30 साल पहले कीमिया सम्मेलन में प्रतिस्पर्धा की थी। गौरव को अंततः एक छोटी सी गलती के कारण मास्टर सुदर्शन ने हरा दिया था। उसकी इस गलती की वजह से उसे एक औषधीय सूत्र खोना पड़ा। मैंने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने बाहर से शांति से कार्यवाही देखते हुए उत्तर दिया। आकर्ष ने आंखें सिकोड़ लीं। तो ये गौरव बुरे इरादों से आया है। ताई दिव्य संप्रदाय के पूर्वज ने आगे कहा, 100 साल पहले की बात करें तो सूर्य सहायक दिव्य संप्रदाय और हमारे संप्रदाय के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ था। इसी वजह से आज तक दोनों संप्रदायों के बीच दुश्मनी है। गौरव आज अपने आदमियों के साथ आया है क्योंकि वह जानता है कि सूर्य सहायक दिव्य संप्रदाय उसे ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों के सामने हार नहीं मानने देगा। आकर्ष ने हरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति को मजे से देखा, मानो वह किसी सर्कस के जोकर को देख रहा हो जो प्रदर्शन कर रहा हो। मैं बस यही सोच रहा था कि उसके जैसा मामूली दिव्य रसायनज्ञ मुसीबत मोल लेने की हिम्मत कैसे करता है। पता चला कि उसे सूर्य सहायक दिव्य संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है।
इस समय सुदर्शन ने गौरव के उकसावे का ताना मारते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं, सुदर्शन, तुमसे डरता हूँ? मैं तो बस तुम्हें कीमिया सम्मेलन में हराने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अब अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। हमारे काम में बाधा डालना बंद करो। सुदर्शन, मैं आज तुम्हें चुनौती देने नहीं आया हूँ। मैं कीमिया सम्मेलन के दौरान तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। मैं आज यहाँ 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ ताकि ताई दिव्य संप्रदाय को प्रमुख दिव्य गोलियां यानी ओवाकिंग हेवन पिल्स बेचना बंद करने का आदेश दे सकूं। तुम्हें कीमिया नगर में ओवाकिंग हेवन पिल्स बेचने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुम्हारे संप्रदाय के दिव्य कीमियागर इन्हें परिष्कृत नहीं करते। गौरव ने उपहास करते हुए कहा। फिर वह समूह के दूसरे नेता की ओर मुड़ा जो दुकान पर आया था और पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उप संप्रदाय नेता तारकनाथ भी इसी काम के लिए यहाँ आए थे, है ना? दूसरे समूह में केवल 3 लोग थे। नेता एक बूढ़ा आदमी था जिसके सिर पर दाढ़ी थी और जो किसी ताओवादी पादरी जैसा लग रहा था। उसने पादरी जैसा वस्त्र पहना हुआ था और हाथ में एक मूंछ लिए हुए था। उसके पीछे एक युवक और एक युवती खड़े थे। ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज ने आकर्ष से कहा, ये वृद्ध ताओवादी पुजारी तारकनाथ है। वह प्रकाश क्षेत्र के सहस्त्रपति दिव्य संप्रदाय का उप संप्रदाय नेता है। वह संप्रदाय के नेता और 2 सर्वोच्च पुरखों के बाद अपने संप्रदाय में चौथा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। वह 7 सितारों वाला दिव्य शासक है। प्रकाश क्षेत्र से 1000 पत्तियों वाले दिव्य संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता। आकर्ष ने भौहें चढ़ाकर पूछा, पुराने पूर्वज, क्या हमारा 1000 पत्तियों वाले दिव्य संप्रदाय के साथ भी कोई संघर्ष है? नहीं, ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने अपना सिर हिलाया। ताई दिव्य संप्रदाय और 1000 पत्तों वाला दिव्य संप्रदाय आमतौर पर एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते। तारकनाथ शायद यहाँ इस मामले की जांच करने आए हैं कि हम प्रमुख दिव्य गोलियां यानी ओवाकिंग हेवन पिल्स बेच रहे हैं। आकर्ष ने सिर हिलाया। इस बीच दुकान के बाहर तारकनाथ ने सिर हिलाया और गौरव को जवाब दिया, आप सही हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर सुदर्शन, जहाँ तक मुझे पता है ताई दिव्य संप्रदाय में केवल 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर हैं और आप में से कोई भी प्रमुख दिव्य गोली ओवाकिंग हेवन पिल को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं है। क्या ये संभव है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान एक कुशल प्रमुख दिव्य कीमियागर जो ओवाकिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम है ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल हो गया है? उनके शब्द जिज्ञासा से अधिक उपहासपूर्ण थे। वह ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों से कुछ बार मिल चुके थे और उन्हें यकीन था कि 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर अपनी दिव्य अग्नि के साथ ओवाकिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही उनके पास गोली का सूत्र हो। गोलियों को तभी सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जा सकता था जब उसके पास गोली का सूत्र और उच्च स्तरीय दिव्य अग्नि हो और वह गोली शोधन तकनीकों में कुशल हो। उसे नहीं लगता था कि ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों में से किसी के लिए भी उच्च स्तरीय दिव्य अग्नि प्राप्त करना संभव था। उनके पास पहले से ही निम्न दिव्य अग्नि होने के कारण उनके लिए उच्च स्तरीय दिव्य अग्नि को वश में करना और उस पर दावा करना असंभव होगा। अतीत में कुछ प्रमुख दिव्य कीमियागर थे जिन्होंने अपनी दिव्य अग्नि को उच्च स्तरीय दिव्य अग्नि से बदलने की कोशिश की थी। हालांकि वे सभी इस प्रक्रिया में मारे गए क्योंकि वे उच्च स्तरीय दिव्य अग्नि को वश में करने और उस पर दावा करने में असफल रहे और उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट का बल इतना शक्तिशाली था कि ये 10 दिशाओं के दिव्य ड्यूक को भी मार सकता था जो उसकी सीमा में था। केवल प्रमुख दिव्य कीमियागर जो दिव्य राजा या उससे अधिक शक्तिशाली थे विस्फोट से बच पाते। इसके अलावा 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के इतिहास में पिछले 10,000 वर्षों में एक सर्वोच्च दिव्य अग्नि एक दुर्लभ खोज थी। अगर किसी को सर्वोच्च दिव्य अग्नि प्राप्त हो जाती तो उसकी खबर 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में जंगल की आग की तरह फैल जाती। एक सर्वोच्च दिव्य कीमियागर का जन्म 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में हंगामा क्यों न मचा दे। इसी कारण उन्हें पूरा यकीन था कि ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों ने स्वर्ग की गोलियों को परिष्कृत नहीं किया था। ज्यादा से ज्यादा एक नया प्रमुख दिव्य कीमियागर जो स्वर्ग की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल हो गया था। हालांकि क्या ऐसा कोई व्यक्ति ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होगा? बिल्कुल नहीं। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में प्रमुख दिव्य कीमियागर जो स्वर्ग की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे वे ज्यादातर सामान्य क्षेत्र, क्रॉस क्षेत्र, प्रकाश क्षेत्र और छाया क्षेत्र में एकत्रित थे। कम से कम 10,000 साल पहले से बंजर भूमि और बंजर भूमि में कोई भी प्रमुख दिव्य कीमियागर नहीं थे जो स्वर्ग की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे। चूंकि ये प्रमुख दिव्य कीमियागर अत्यधिक पूजनीय थे, वे आसानी से 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के किसी भी शीर्ष संप्रदाय में शामिल हो सकते थे। उनके लिए 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों में सबसे कमजोर संप्रदायों में शामिल होने के लिए खुद को नीचा दिखाना अनावश्यक था।
ये भी इसी कारण से था। तारकनाथ को यकीन था कि ताई दिव्य संप्रदाय ने नियमों का उल्लंघन किया था और वे ऐसी गोलियां बेच रहे थे जो संप्रदाय के दिव्य कीमियागरों द्वारा परिष्कृत नहीं की गई थीं। 1000 पत्तों वाले दिव्य संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख होने के नाते वह इस मामले से कैसे मुंह मोड़ सकते थे। आखिरकार 1000 पत्तों वाला दिव्य संप्रदाय 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों में से एक था। आखिरकार इस नियम को लागू करने में संप्रदाय की भी भूमिका थी। उप संप्रदाय नेता तारकनाथ सचमुच ज्ञानी हैं। ताई दिव्य संप्रदाय ने सचमुच एक प्रख्यात दिव्य रसायनज्ञ प्राप्त कर लिया है जो प्रमुख दिव्य गोली, सर्वव्यापी स्वर्ग गोली को परिष्कृत करने में सक्षम है, सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने तारकनाथ की आंखों में उपहास की कोई झलक नहीं देखी। ओह, सुदर्शन की बातें सुनकर ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान में झांकते हुए तारकनाथ की आंखें चमक उठीं। मुझे आश्चर्य है, क्या दुकान में कोई प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ है? अगर है तो मास्टर सुदर्शन कृपया हमारा परिचय कराएं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह स्पष्ट रूप से संशय में था। सुदर्शन के जवाब देने से पहले ही गौरव ने बीच में ही टोक दिया, उप संप्रदाय नेता तारकनाथ, वह निश्चित रूप से कहेगा कि प्रमुख दिव्य कीमियागर आसपास नहीं है। वास्तव में वह शायद ये भी कहेगा कि प्रमुख दिव्य कीमियागर कीमिया नगर नहीं आया और कीमिया सम्मेलन में भाग नहीं ले रहा है। उसने इतने आत्मविश्वास से बात की थी मानो वह भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता हो। गौरव की बात खत्म होने के बाद उसने सुदर्शन को विजयी और तिरस्कार भरे चेहरे से देखा। फिर वह और भी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, ऐसे व्यक्ति का ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होना असंभव है। आखिरकार वे निश्चित रूप से श्रेष्ठ संप्रदायों में शामिल होंगे जो उन्हें एक बुजुर्ग बना देंगे। एक प्रमुख दिव्य कीमियागर जो स्वर्ग की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए इतना नीचे क्यों गिरेगा? मेरी राय में ताई दिव्य संप्रदाय केवल इसलिए झूठ बोल रहा है ताकि वे कीमिया नगर में स्वर्ग की गोलियां बेच सकें। आखिरकार हम तुरंत पता नहीं लगा सकते कि क्या वास्तव में कोई ऐसा प्रमुख दिव्य कीमियागर है जो बंजर भूमि में ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल हुआ है। गौरव ने नरमी नहीं दिखाई। वह सुदर्शन को आत्मसंतुष्ट भाव से देखता रहा और बोला, सौभाग्य से शीर्ष संप्रदायों के पुराने पूर्वज जो नियम निर्धारित करते हैं इतने चतुर हैं कि इस तरह के झूठ का मुकाबला करने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। संप्रदायों को न केवल अपने दिव्य कीमियागरों द्वारा परिष्कृत गोलियां बेचनी चाहिए, बल्कि वे जो गोलियां बेचते हैं वे केवल उन संप्रदायों के दिव्य कीमियागरों द्वारा ही परिष्कृत होनी चाहिए जो कीमिया नगर में कीमिया सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही कोई प्रमुख दिव्य कीमियागर जो ओवरआर्किंग हेवन पिल्स को परिष्कृत कर सकता है ताई दिव्य संप्रदाय में शामिल हो गया हो, फिर भी अगर वह यहाँ नहीं है तो आप ओवरआर्किंग हेवन पिल्स बेचने के योग्य नहीं हैं। उसके चेहरे पर गर्व का भाव उभर आया। स्पष्ट रूप से उसने सोचा कि ताई दिव्य संप्रदाय के कथित झूठ को देख पाने में वह चतुर था। वाकई ऐसा ही एक नियम है। तारकनाथ ने सिर हिलाया। फिर उसने सुदर्शन की ओर देखा और कहा, मास्टर सुदर्शन, भले ही आपके संप्रदाय में ऐसा कोई दिव्य कीमियागर हो, आप ये गोलियां नहीं बेच सकते अगर वह कीमिया नगर में न हो। जैसा कि मास्टर गौरव ने कहा है, संप्रदायों को केवल उन्हीं गोलियों को बेचने की अनुमति है जिन्हें संप्रदाय के दिव्य कीमियागरों द्वारा परिष्कृत किया गया हो जो कीमिया सम्मेलन में भाग ले रहे हों। उसने नियम दोहराया मानो उसे डर हो कि सुदर्शन को इस नियम के बारे में पता न हो। इस समय ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। क्या हुआ? क्या ये ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान नहीं है? क्या कोई उपद्रव मचा रहा है? भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अनजान लोग भी सोच सकते थे कि ताई दिव्य संप्रदाय मुफ्त गोलियां और औषधीय जड़ी बूटियां बांट रहा है। वरना दुकान के बाहर इतनी चहल पहल क्यों थी? यहाँ दो समूह के लोग सरल नहीं हैं। उनमें से एक गौरव है जो छाया क्षेत्र में सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय का एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ है। दूसरा व्यक्ति तारकनाथ है जो प्रकाश क्षेत्र में सहस्त्रपति दिव्य संप्रदाय का उप संप्रदाय नेता है। मैं समझ सकता हूँ कि सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय के लोग क्यों परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आखिरकार सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और ताई दिव्य संप्रदाय के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। फिर भी सहस्त्रपति दिव्य संप्रदाय भी इसमें क्यों शामिल हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि सहस्त्रपति दिव्य संप्रदाय और ताई दिव्य संप्रदाय के बीच कोई संघर्ष है। क्या तुम्हें नहीं पता, वे ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान में ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स की बिक्री के कारण आए थे। ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स, ताई सेलेस्टियल सेक्ट की दुकान में ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स हैं। आज सुबह सुबह ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान खुल गई और उसने अन्य दुकानों की तुलना में ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स खरीदने के लिए यहाँ आने लगे। ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान के बाहर ज्यादा से ज्यादा लोग नाटक देख रहे थे।
दर्शकों को आखिरकार पता चल गया कि सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और 1000 पत्तों वाले दिव्य संप्रदाय के सदस्य उपद्रव मचाने क्यों आए थे। जहां तक मुझे पता है, ताई सेलेस्टियल संप्रदाय में कोई भी प्रमुख सेलेस्टियल पिल अल्केमिस्ट नहीं है जो प्रमुख सेलेस्टियल पिल ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत कर सके, है ना। ताई सेलेस्टियल संप्रदाय ने पहले कभी भी अल्केमी सिटी में ओवरआर्चिंग हेवन पिल नहीं बेची है। 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों ने अल्केमी सिटी में उन संप्रदायों को गोलियां बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है जिन्हें संप्रदाय के अपने सेलेस्टियल अल्केमिस्टों द्वारा परिष्कृत नहीं किया गया है, जो अल्केमी सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। क्या ये संभव है कि ताई दिव्य संप्रदाय ने एक प्रमुख दिव्य कीमियागर को सफलतापूर्वक भर्ती कर लिया है जो ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत कर सकता है। ऐसा ही होना चाहिए, वरना ताई दिव्य संप्रदाय बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हाँ, शीर्ष संप्रदायों द्वारा निर्धारित नियमों का खुलेआम उल्लंघन करना कोई मामूली बात नहीं है। उनकी लापरवाही से शीर्ष संप्रदाय उन पर हमला भी कर सकते हैं। कई दर्शकों के विचार तारकनाथ जैसे ही थे। उन्हें नहीं लगता था कि ताई दिव्य संप्रदाय एक प्रमुख दिव्य कीमियागर की भर्ती करने में सक्षम था जो ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत कर सके, और न ही उन्हें लगता था कि ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागर ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम थे। ताई दिव्य संप्रदाय इस समय बड़ी मुसीबत में है। ताई दिव्य संप्रदाय आखिर क्या सोच रहा है? क्या थोड़े से फायदे के लिए नियम तोड़ना उचित है? ये सही है। क्या उन्हें चिंता है कि वे बंजर भूमि में स्वर्ग की गोलियां नहीं बेच पाएंगे? कई लोगों ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि ताई दिव्य संप्रदाय 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख संप्रदायों द्वारा निर्धारित नियमों का खुलेआम उल्लंघन करके मूर्ख और लापरवाह था। उन्हें यकीन था कि इस बार ताई दिव्य संप्रदाय बड़ी मुसीबत में है। दर्शकों की बातों से उत्साहित होकर गौरव की आंखों में विजयी भाव और गहरा हो गया जब उसने सुदर्शन को उत्तेजक नजरों से देखा। वह ये देखने के लिए बेताब था कि सुदर्शन इस स्थिति से कैसे निकलेगा। उसकी राय में सुदर्शन किसी भी तरह से इससे बच नहीं पाएगा। उप संप्रदाय प्रमुख तारकनाथ, मुझे आपके बताए नियम की जानकारी है। तारकनाथ के आक्रामक शब्दों और गौरव के उत्तेजक शब्दों के बावजूद सुदर्शन शांत रहा। अगर हमारे ताई दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य कीमियागर, जो प्रमुख दिव्य गोली ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत करने में सक्षम है, कीमिया नगर में नहीं आते, तो संप्रदाय स्वाभाविक रूप से ओवरआर्चिंग हेवन पिल बेचने की हिम्मत नहीं करता। हो, गौरव सुदर्शन के शब्दों से हैरान रह गया। इस बीच तारकनाथ ने अविश्वास से सुदर्शन को देखा। मास्टर सुदर्शन, क्या आप कह रहे हैं कि आपके संप्रदाय का प्रमुख दिव्य कीमियागर, जो ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम है, भी यहाँ है? बिल्कुल, सुदर्शन ने सिर हिलाया। वह अभी दुकान में है। सुदर्शन, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? गौरव, जो होश में आ गया था, ने तिरस्कार पूर्वक कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं ताई दिव्य संप्रदाय के उन लोगों से अनजान हूँ जो कीमिया शहर आए थे। तुम तीनों और तुम्हारे संप्रदाय के पुराने पूर्वज के अलावा केवल एक युवक और एक सुंदर स्त्री ही शहर में आए थे। मुझे मत बताना कि तुम ये कहने वाले हो कि प्रमुख दिव्य कीमियागर रास्ता भटक गए हैं, इसलिए वह इस समय यहाँ नहीं है। उसने ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों और गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु के बीच शहर में आने पर हुए संघर्ष के बारे में सुना था। इस कारण वह जानता था कि ताई दिव्य संप्रदाय के कितने लोग कीमिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए कीमिया शहर आए थे। तभी ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान से जोरदार हंसी की गूंज उठी। कुछ ही देर बाद दुकान से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ताई दिव्य संप्रदाय का पुराना पूर्वज था। बाहर निकलते ही उसने तारकनाथ की ओर देखा और उसका अभिवादन किया। उप संप्रदाय नेता तारकनाथ, बहुत समय हो गया। उसने गौरव की ओर एक नजर भी नहीं डाली, उसे साफ नजरअंदाज कर दिया। चारवी ने आकर्ष का हाथ पकड़ लिया और वे दोनों भी धीरे धीरे दुकान से बाहर चले गए। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज को देखकर तारकनाथ अब पहले जैसा निर्भीक होने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुठियां भींचते हुए उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। वरिष्ठ हरिशंकर, वरिष्ठता की दृष्टि से ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज उससे ऊपर थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि पुराने पूर्वज का साधना आधार उससे ऊंचा था। इसलिए उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने पीछे खड़े 2 लोगों की ओर देखा और सख्ती से कहा, तुम दोनों जल्दी से वरिष्ठ हरिशंकर का अभिवादन करो। वरिष्ठ हरिशंकर ताई दिव्य संप्रदाय के पूर्वज और एक शक्तिशाली 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक हैं। हालांकि युवक और युवती की जोड़ी ने मानो तारकनाथ की बातें सुनी ही नहीं। वे ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज को अचंभित होकर देखते रहे। इस समय गौरव सहित सभी लोग मानो स्तब्ध रह गए हों जब उन्होंने बूढ़े पूर्वज के कंधे के ऊपर से देखा। सच कहूं तो वे चारवी को घूर रहे थे जो आकर्ष का हाथ थामे बाहर आई थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई बेजोड़ खजाना देख लिया हो। वह
क्या वह वही महिला नहीं है जिसने कुछ दिन पहले ताइगी दिव्य संप्रदाय और गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय के युवा गुरु के बीच संघर्ष का कारण बना था? मैंने बहुत समय पहले सुना था कि इस बार ताइगी दिव्य संप्रदाय के लोगों के बीच एक अद्वितीय सुंदरी है। अब जब मैंने उसे देख लिया है तो मुझे कहना होगा कि ये अफवाहें अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हैं। वह मेरी अपेक्षा से भी ज्यादा सुंदर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में इतनी सुंदर महिला होगी। मैं लगभग 10,000 वर्षों से जीवित हूँ और यह पहली बार है जब मैंने इतनी सुंदर महिला देखी है। उसकी तुलना में मैंने जितनी भी सुंदरियां देखी हैं उन्हें भी सुंदरियां नहीं कहा जा सकता। जब तक चारवी अपनी उपस्थिति को नहीं छिपाती, वह जहां भी जाती निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करती। क्या अद्भुत सुंदरता है। यहाँ तक कि गौरव, जो हंगामा मचाने आया था, चारवी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी नजरें चारवी पर टिकी थीं, मानो वह नजरें हटा ही न सके। तारकनाथ भी चारवी की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि गगन और हिमांशु दंग रह गए। अगर मैं जवान होता तो मैं भी ऐसी बेमिसाल खूबसूरती पर मोहित हो जाता। हे शान, तो ये पुराने पूर्वज का नाम है। जब दर्शकों का ध्यान चारवी पर केंद्रित था, आकर्ष थोड़ा चौंक गया जब उसने प्रकाश क्षेत्र में से हस्तपति दिव्य संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख तारकनाथ को पुराने पूर्वज को वरिष्ठ हरिशंकर कहकर संबोधित करते सुना। ताइगी दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज का नाम उसने पहली बार सुना था। इस क्षण तारकनाथ के पीछे खड़े युवक और युवती को आखिरकार होश आ गया। उन्होंने अपनी नजरें चारवी से हटाकर ताइगी दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज पर टिका दी और एक साथ झुककर उनका अभिवादन किया। वरिष्ठ हरिशंकर, युवक को युवती की तुलना में चारवी से नजरें हटाने में काफी मुश्किल हुई होगी। ये स्वाभाविक ही था क्योंकि चारवी उसके जीवन में देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत महिला इस दुनिया में भी मौजूद है। वह अपनी कल्पना में भी ऐसी बेमिसाल खूबसूरती की कल्पना नहीं कर सकता था। हरिशंकर ने युवक और युवती के अभिवादन पर सिर हिलाया। फिर उसने तारकनाथ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, उपसंप्रदाय नेता टैन, क्या ये आपके शिष्य हैं? हाँ, तारकनाथ ने सिर हिलाया। उसने अपने पीछे खड़े युवक और युवती की ओर इशारा किया और फिर बोला, ये मेरे शिष्य हैं, गगनदीप और शालिनी। हरिशंकर ने सिर हिलाया और विनम्रता से कहा, खैर, उन दोनों का रूप बहुत आकर्षक है। इस समय सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय के एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ गौरव ने आखिरकार चारवी से अपनी नजरें हटा लीं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने ताइगी दिव्य संप्रदाय के पूर्वज हरिशंकर की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ हरिशंकर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आप ताइगी दिव्य संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। ताइगी दिव्य संप्रदाय की दुकान में प्रमुख दिव्य गोली ओवाकिंग हेवन पिल की अवैध बिक्री पर आपकी क्या राय है? बोलते हुए उनके स्वर में आरोप लगाने का भाव था। अफसोस, हरिशंकर ने गौरव की ओर एक नजर भी नहीं डाली और उसे अनदेखा कर दिया। तुम, जैसा कि कहावत है, हर किसी का अपना गुस्सैल स्वभाव होता है। गौरव स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गया जब उसने हरिशंकर की अपनी उपेक्षा देखी। हरिशंकर, यह मत सोचो कि मैं यह मामला सिर्फ इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। ताइगी दिव्य संप्रदाय 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष संप्रदायों द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर रहा है। हरिशंकर ने गौरव को अनदेखा करना जारी रखा। हालांकि सुदर्शन ने गौरव की ओर ठंडी नजर से देखा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? गौरव, सच्चाई सामने आने से पहले ही तुम चुप हो जाओ। ताइगी दिव्य संप्रदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की हिम्मत मत करना। गौरव ने उपहास किया, मैं सच ही कह रही हूँ। क्या तुमने नहीं बताया था कि तुम्हारे संप्रदाय का प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ, जो स्वर्ग की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम है, दुकान में है? वह कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ ताकि वह हमें दिखा सके। मास्टर आकर्ष पहले से ही यहाँ हैं। तुम इतने अंधे हो कि उन्हें देख ही नहीं पा रहे, सुदर्शन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सुदर्शन की बातें सुनकर गौरव की नजर सहज ही चारवी पर पड़ गई। उसने संदेह से पूछा, मास्टर आकर्ष यहाँ हैं? आप मुझे यह नहीं बताना चाहते कि वह आपके संप्रदाय की प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ हैं जो स्वर्ग की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम है ना? इस समय तारकनाथ सहित सभी लोग चारवी की ओर देखने लगे। वह अद्वितीय सुंदरी ताइगी दिव्य संप्रदाय की प्रमुख दिव्य कीमियागर थी जो स्वर्ग की व्यापक गोलियों को परिष्कृत कर सकती थी। अचानक आकर्ष, जिसका हाथ चारवी पकड़े हुए था, ने गौरव को उदासीनता से देखा और कहा, मास्टर सुदर्शन सही कह रहे हैं, आप वास्तव में अंधे हैं। वह मेरे बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही आकर्ष ने बोलना समाप्त किया, सभी की नजरें चारवी से हटकर उसकी ओर चली गईं। तुम, आकर्ष के मजाकिया शब्द सुनकर गौरव के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर वह हंसा और फिर विनम्रता से बोला, बेटे, जब तुम बाहर आए थे तब से ही मैं अपनी दिव्य चेतना से तुम्हारी जांच कर चुका हूँ।
तुम्हारे शरीर की आभा ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि तुम अभी 100 साल के भी नहीं हुए हो। तुम अभी भी अनपढ़ हो। तुम एक प्रसिद्ध दिव्य रसायनज्ञ होने का दावा कैसे कर सकते हो? और तुम ये भी दावा कर रहे हो कि तुम स्वर्ग की सर्वव्यापी गोलियों को परिष्कृत कर सकते हो। क्या तुम सपना देख रहे हो? जैसे ही गौरव ने बोलना समाप्त किया, वहां उपस्थित कई दर्शकों ने अपनी दिव्य चेतना का विस्तार किया और आकर्ष की उम्र के बारे में पूछताछ की। 100 साल भी नहीं हुआ। सचमुच, वह सचमुच 100 साल से भी कम उम्र का है। उन्हें ये पुष्टि करने में अधिक समय नहीं लगा कि बैंगनी वस्त्र पहने वह युवक, जो स्पष्ट रूप से अद्वितीय सुंदरी का कृपापात्र था, 100 वर्ष का भी नहीं था। क्या मजाक है? उसकी उम्र तो 100 साल भी नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह एक प्रसिद्ध दिव्य रसायनज्ञ होने का दिखावा करे जो स्वर्ग की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है? क्या वह पागल है? बिल्कुल सही। हो सकता है कि वह भाग्यशाली रहा हो और 100 साल की उम्र से पहले ही उसे एक विशिष्ट दिव्य अग्नि प्राप्त हो गई हो। हालांकि सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक विशिष्ट दिव्य अग्नि है, इसका मतलब यह नहीं कि वह एक विशिष्ट दिव्य कीमियागर कहलाने के योग्य है। एक विशिष्ट दिव्य कीमियागर कहलाने से पहले उसके पास विशिष्ट दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने के कौशल और तकनीकें होनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 100 साल भी नहीं है, एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ बनना लगभग असंभव है। और फिर भी उसने दावा किया कि वह एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ है जो ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम है। गोली के सूत्र और एक प्रमुख दिव्य अग्नि के अलावा ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने के लिए व्यक्ति को रसायन विद्या में भी अत्यधिक कुशल होना चाहिए। साधारण प्रमुख दिव्य पिल्स को परिष्कृत करना ही पहले से ही काफी कठिन है, ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, सपने देखते रहो। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा, इतनी बेमिसाल खूबसूरती को ऐसे झूठे आदमी से प्यार क्यों है? वह उसके लायक बिल्कुल नहीं है। जब चार्वी आकर्ष का हाथ पकड़े हुए प्रकट हुई, तो वहां मौजूद कई पुरुषों ने उसकी कोमल निगाहों को आकर्ष की ओर देखते हुए देखा। ये स्पष्ट था कि वह उसे पसंद करती थी। स्वाभाविक रूप से वे आकर्ष के प्रति ईर्ष्या और घृणा से भर गए। गौरव ने आग भड़काते हुए आकर्ष के बारे में बोलते हुए उनके शब्द धार्मिक आक्रोश से भरे थे। उन सभी को लगा कि आकर्ष बस एक भोला भाला बच्चा है। इस समय तारकनाथ ने आकर्ष की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, श्रीमान, कृपया अपने शब्दों का ध्यान रखें। हम आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आपको एक प्रमुख दिव्य कीमियागर मानेंगे जो ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम है। यदि आप ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में विफल रहे तो 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख दिव्य संप्रदाय आपको नहीं छोड़ेंगे। उसका स्वर काफी धमकी भरा था। आकर्ष ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है? उपसंप्रदाय नेता टैंग को विश्वास नहीं है कि मैं स्वर्ग की गोलियों को भी परिष्कृत कर सकता हूँ। मुझे डर है कि घटनास्थल पर मौजूद कोई भी यह नहीं मानता कि आप एक प्रमुख दिव्य कीमियागर हैं। एक प्रमुख दिव्य कीमियागर की तो बात ही छोड़ दें जो ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम है, तारकनाथ ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। क्या ऐसा है? आकर्ष ने चार्वी की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, चार्वी, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम हूँ, तो तुम वाइस सेक्ट लीडर टैंग को क्यों नहीं बताती? चार्वी, जिसकी नजरें अब तक आकर्ष से हटी ही नहीं थी, ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई आकर्ष, आपके लिए ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करना आसान है। उसे सबकी नजरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं, आकर्ष और वो। आकर्ष ने पुराने पूर्वज और ताइई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की ओर देखने से पहले पूछा, पुराने पूर्वज, 3 गुरुओं, क्या आप मानते हैं कि मैं एक प्रमुख दिव्य कीमियागर हूं जो ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत कर सकता हूं? बेशक, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। ताइई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज हरिशंकर ने सिर हिलाया। मुझे आप पर विश्वास है। बिल्कुल, मुझे भी तुम पर विश्वास है। ताइई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों ने एक के बाद एक उत्तर दिया। फिर आकर्ष ने तारकनाथ की ओर देखा और अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, उपसंप्रदाय नेता टैन, आपने कहा था कि वहां कोई भी मौजूद नहीं है जो यह मानता हो कि मैं एक प्रमुख दिव्य कीमियागर हूं जो ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम है। अब क्या मैं? तारकनाथ अवाक रह गया जब उसने आकर्ष को ताइई दिव्य संप्रदाय के लोगों से पूछते देखा कि क्या उन्हें विश्वास है कि वह स्वर्ग की सर्वव्यापी गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। ताइई दिव्य संप्रदाय के लोगों का उसका पक्ष लेना स्वाभाविक ही था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बैंगनी वस्त्र पहने ये युवक, जिसकी उम्र 100 साल भी नहीं थी, इतना बेशर्म होगा। अपने गुरु को शब्द ढूंढने में संघर्ष करते देख युवक गगनदीप ने आकर्ष को घूरते हुए कहा, बेटे, ये स्वाभाविक ही है कि ताइई दिव्य संप्रदाय के लोग तुम्हारा पक्ष लेंगे। तुमने जानबूझकर मेरे गुरु की बात को अक्षरशः लिया।
तुम अच्छी तरह जानते हो कि उनके कहने का मतलब था कि ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों के अलावा कोई भी यह नहीं मानता कि तुम एक प्रसिद्ध दिव्य कीमियागर हो जो स्वर्ग की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हो। आकर्ष को देखते हुए उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। चारवी, आकर्ष ने चारवी को रोकते हुए कहा। जैसे ही गगनदीप ने बोलना समाप्त किया, उसने चारवी के हाथ से, जो अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था, दिव्य मूल ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। उसने अपने दूसरे हाथ से चारवी को थपथपाया और ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा, मुझे उनकी बातों की परवाह नहीं है, तो तुम्हें क्यों परवाह करनी चाहिए। इससे पहले जब लोगों ने आकर्ष का मजाक उड़ाना शुरू किया था, चारवी उन पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। अब जब वह फिर से हमला करना चाहती थी, तो उसने उसे फिर से रोक दिया। उसे लगा कि यह जरूरी नहीं था क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उसे चारवी की कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार ताई दिव्य संप्रदाय के पूर्वज हरिशंकर यहाँ मौजूद थे। उसे नहीं लगा कि वहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे नुकसान पहुँचा पाएगा। बेटे, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तारकनाथ का पुरुष शिष्य गगनदीप जब उसने आकर्ष को अपनी बात अनसुनी करते देखा तो आग बबूला हो गया। आग में घी डालने के लिए आकर्ष ने उसके सामने ही चारवी के साथ खुलेआम छेड़खानी भी की। मैं तुम्हें नजरअंदाज करके तुम्हें बदनाम कर रहा हूँ, आकर्ष ने गगनदीप की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा। चूंकि तुम साफ तौर पर चाहते हो कि मैं तुम पर ध्यान दूं, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों नजरअंदाज किया। तुम एक जूनियर मेरे मालिक से बात करते समय मुझ पर उंगली उठाने के लायक नहीं हो। आकर्ष की बातों से दर्शक दंग रह गए। गगनदीप को अपना कनिष्ठ बताकर उन्होंने साफ तौर पर खुद को 1000 पत्तों वाले दिव्य संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख तारकनाथ के समान वरिष्ठता के स्तर पर स्थापित कर लिया था। जैसा कि कहावत है, जब बड़े बोलें तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। यह अपने बड़ों के प्रति सबसे बुनियादी सम्मान था। आकर्ष की फटकार सुनकर गगनदीप का चेहरा लाल हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे गुरु के बराबर के लायक हो? अगर तुम एक महान दिव्य रसायनज्ञ होने का दिखावा नहीं कर रहे हो जो स्वर्ग की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, तो मैं एक ऐसे पिल्ले से बात करने में अपनी सांस भी बर्बाद नहीं करूंगा जो 100 साल का भी नहीं है। तारकनाथ, गगनदीप के बोलते ही एक गरजती हुई आवाज हवा में गूंजी। ये ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज हरिशंकर थे। उन्होंने तारकनाथ को घूरते हुए पूछा, क्या आप अपने शिष्यों को इसी तरह सिखाते हैं? मास्टर आकर्ष ताई दिव्य संप्रदाय के मुख्य दिव्य कीमियागर हैं। पहचान के लिहाज से वह आपके बराबर हैं। आपका शिष्य बहुत घमंडी है और मेरे संप्रदाय के मुख्य दिव्य कीमियागर का अनादर करने की भी हिम्मत करता है। उसके गुरु होने के नाते आपने उसके व्यवहार को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। आप अपने शिष्य को अनुशासित करने और सिखाने में विफल रहे हैं। उनकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मानो तापमान गिर गया हो। हरिशंकर के शब्दों से दर्शकों में हंगामा मच गया। ताई दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर? क्या ये बच्चा जो 100 साल का भी नहीं है ताई दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर है? क्या ये सच है? बकवास। बेशक ये झूठ है, असंभव। अगर वह 100 वर्ष की आयु से पहले एक उत्कृष्ट दिव्य अग्नि प्राप्त करने में भी भाग्यशाली रहा, तो भी कड़ी मेहनत करने पर भी उसके लिए एक उत्कृष्ट दिव्य कीमियागर बनना असंभव है। एक उत्कृष्ट दिव्य कीमियागर जो स्वर्ग की सर्वव्यापी गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हो, उसके लिए साधारण उत्कृष्ट दिव्य गोलियों को परिष्कृत करना भी कठिन होगा। ताई दिव्य संप्रदाय के लोग बहुत बेशर्म हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे एक ऐसे बच्चे को जो 100 साल का भी नहीं है अपने संप्रदाय का मुख्य दिव्य रसायनज्ञ बता दें, सिर्फ अपनी दुकान में स्वर्ग की गोलियां बेचने के लिए। क्या उन्हें जरा भी शर्म है? ताई दिव्य संप्रदाय का पुराना पूर्वज संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य है और फिर भी वह भी अपने संप्रदाय के सदस्यों के झूठ के साथ चला गया। वह इतना लंबा जीवन व्यर्थ ही जिया है। आसपास की चर्चा के आधार पर यह स्पष्ट था कि हर कोई यही सोच रहा था कि हरिशंकर भी झूठ बोल रहा था। धमाका। भीड़ की दिशा में एक जोरदार धमाका हुआ। खून का एक धुंध सा दिखाई दिया जिसे एक अदृश्य शक्ति ने जमीन पर खींच लिया। खून ने जमीन को चमकदार लाल रंग से रंग दिया। सब लोग हौंफने लगे। मारा गया व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने कहा था कि हरिशंकर का इतना लंबा जीवन व्यर्थ गया। उसने स्पष्ट रूप से अपने अपमान की कीमत चुकाई थी। ये देखकर जो लोग पहले खुशी से गपशप कर रहे थे वे चुप हो गए और भयभीत होकर हरिशंकर को देखने लगे। यद्यपि हरिशंकर ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन भीड़ ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी ओर से एक शक्तिशाली शक्ति का प्रवाह पहले वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था। वरिष्ठ हरिशंकर, कृपया शांत हो जाए, तारकनाथ ने जल्दी से कहा। उस आदमी का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। उसे बस आपकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार आपके संप्रदाय का वह युवक 100 साल का भी नहीं हुआ है।
हरिशंकर का भयंकर हमला देखकर गगनदीप, जिसने पहले आकर्ष का मजाक उड़ाया था, तुरंत पीला पड़ गया। वह जल्दी से तारकनाथ के पीछे छिप गया। हरिशंकर द्वारा अपने अपमान के लिए उस अधेड़ व्यक्ति की हत्या देखने के बाद अब उसकी बहस करने की हिम्मत नहीं रही। कौन जानता था कि हरिशंकर उस पर हमला करेगा। आखिरकार हरिशंकर एक 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक था और वह अपने स्वामी तारकनाथ से भी ज्यादा शक्तिशाली था। अगर हरिशंकर उसे मारना चाहता तो उसका स्वामी शायद हरिशंकर को रोक भी नहीं पाता। ये सही है, गौरव ने इस समय आगे बढ़कर ठंडे स्वर में कहा। ताई दिव्य संप्रदाय के शब्द बहुत ही अपमानजनक हैं। हम तब तक आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक ये बदमाश हमारे सामने एक ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत नहीं कर देता। अन्यथा ताई दिव्य संप्रदाय को 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख दिव्य संप्रदायों द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। यदि आप दोषी हैं तो आप कीमिया सम्मेलन में भाग लेने की योग्यता भी हमेशा के लिए खो सकते हैं। वह स्पष्ट रूप से खुश था। तुम खुद को क्या समझते हो? आकर्ष ने गौरव की ओर देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम्हारे जैसा कोई मुझे ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करते हुए देखने के लायक नहीं है। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करूं, तो कृपया 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के सभी प्रमुख दिव्य संप्रदायों के प्रतिनिधियों को बुलाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई पागल 2 दिन में फिर से आकर हंगामा करे। मैं सबको एक बार में ही दिखा दूंगा कि मैं ताई दिव्य संप्रदाय का मुख्य दिव्य कीमियागर ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम हूँ। हमारा संप्रदाय कीमिया शहर में ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स बेचकर कोई नियम नहीं तोड़ रहा है। तुमने पागल किसे कहा? गौरव का चेहरा काला पड़ गया। जब उसने आकर्ष की ओर देखा तो उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। इस समय तारकनाथ के चेहरे पर भी उदासी छा गई थी। आखिरकार आकर्ष ने भी तो उसे परोक्ष रूप से पागल कहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने मन के गुस्से को दबाते हुए गहरी आवाज में कहा, युवक, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। जब तक तुम मेरे गुरु गौरव और उपस्थित सभी लोगों के सामने एक ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत करोगे, तब तक 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख दिव्य संप्रदायों के लोग यह मान लेंगे कि ताई दिव्य संप्रदाय कीमिया नगर में ओवरआर्चिंग हेवन पिल बेचने के योग्य है। आकर्ष ने तारकनाथ को गौर से देखते हुए पूछा, उप संप्रदाय नेता तान, क्या आप वाकई 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख दिव्य संप्रदायों की ओर से बोलने के योग्य हैं? बच्चा, गौरव ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम बस समय टालने की कोशिश कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तब भी तुम इतने जिद्दी क्यों हो। समय टालने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपनी गलती मान लो। अगर तुम विनम्र हो जाओ और अपनी गलतियां मान लो तो 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख दिव्य संप्रदाय ताई दिव्य संप्रदाय के प्रति नरमी बरत सकते हैं और संप्रदाय को हल्की सजा दे सकते हैं। आकर्ष ने गौरव की बात को अनसुना कर दिया और जोरदार तरीके से कहा, मैं आकर्ष ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को तब तक परिष्कृत नहीं करूंगा जब तक कि 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के शीर्ष दिव्य संप्रदायों के सभी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते। तारकनाथ और गौरव की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना आकर्ष ने कहना जारी रखा, जाहिर है अगर आप जोर देकर कहेंगे कि मैं अभी ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करूं, तो मैं आपकी बात मान लूंगा, बशर्ते आप मुझे कोई इनाम दें। मैं आकर्ष बिना किसी अच्छे कारण के गोलियों को परिष्कृत नहीं करूंगा। फिर उसने गौरव को उत्तेजक नजरों से देखा। इनाम? कैसा इनाम? गौरव ने व्यंग्य किया। उसे यकीन था कि आकर्ष बस समय की बर्बादी कर रहा था और उसकी और तारकनाथ की बातों को झूठा साबित कर रहा था। उसे लगता था कि 100 साल से कम उम्र का कोई बदमाश स्वर्ग की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम है। मैंने सुना है कि सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय में एक दोहरे गुण वाली ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि एक आक्रामक और रक्षात्मक प्रकार है। आकर्ष ने गौरव और तारकनाथ की ओर देखते हुए कहा, मैंने ये भी सुना है कि 1000 पत्तियों वाले दिव्य संप्रदाय में एक दोहरे गुण वाली ड्यूक ग्रेड दिव्य क्षमता एक आक्रामक और गति प्रकार है। जब तक आप मुझे ये दोनों चीजें देते हैं, मैं अभी सबके सामने प्रमुख दिव्य गोली ओवरआर्चिंग हेवन पिल को परिष्कृत करूंगा। स्वाभाविक रूप से ताई दिव्य संप्रदाय अनुचित या बेशर्म नहीं होगा। अगर मैं असफल रहा तो हमारा संप्रदाय आपको एक ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि और 2 ड्यूक ग्रेड दिव्य क्षमताएं देगा। मुझे यकीन है कि आपने हमारे संप्रदाय की ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं के बारे में सुना होगा। सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय की दोहरी विशेषता थी आक्रामक और रक्षात्मक ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि। 1000 पत्तों वाले दिव्य संप्रदाय की दोहरी विशेषता थी आक्रामक और गतिशील ड्यूक ग्रेड दिव्य क्षमता। हरिशंकर ने ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान से बाहर आने से पहले आकर्ष को इन बातों की जानकारी दे दी थी। आकर्ष का फैसला था कि वह सूर्य सहायक दिव्य संप्रदाय और 1000 पत्तों वाले दिव्य संप्रदाय के लोगों के साथ जुआ खेले जो मुसीबत खड़ी करने आए थे।
वह दोनों संप्रदायों के दोहरे गुण, दिव्य विधि और दिव्य क्षमता को जीतने की कोशिश करना चाहता था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि तारकनाथ और गौरव शर्त के लिए राजी होंगे या नहीं। आखिरकार उन्हें अपने अपने संप्रदायों में उच्च पदस्थ लोगों की अनुमति लेनी होगी। शर्त लगाने के लिए भी उन्हें अपने अपने संप्रदाय के नेताओं की सहमति लेनी होगी। आकर्ष स्पष्ट रूप से उन्हें उकसा रहा था जब उसने कहा, कैसा रहेगा? क्या तुम में शर्त स्वीकार करने की हिम्मत है? अगर नहीं तो तुम 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख दिव्य संप्रदायों के प्रतिनिधियों को बुला सकते हो। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा, कम से कम तुम्हें अपने संप्रदायों की दोहरी विशेषता वाली दिव्य विधि और दिव्य क्षमता खोने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही आकर्ष ने बोलना खत्म किया, पूरी जगह सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष इतना साहसिक दांव लगाएगा। ताई दिव्य संप्रदाय के पूर्वज हरिशंकर और संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र भी आकर्ष के अचानक फैसले से स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष रसायन विद्या सम्मेलन शुरू होने से पहले ही 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख दिव्य संप्रदायों से द्विगुण और त्रिगुण दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उसने वास्तव में नियमों का पालन नहीं किया। क्या वे इस बात पर सहमत नहीं थे कि वे अपनी योजना को केवल रसायन विद्या सम्मेलन के दौरान ही क्रियान्वित करेंगे? हरिशंकर को इस क्षण एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने दुकान से बाहर आने से पहले ही मुझसे सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और 1000 पत्तियों वाले दिव्य संप्रदाय की दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं के बारे में पूछा। पता चला कि वह पहले से ही इन दोनों संप्रदायों से दोहरे गुण वाली दिव्य विधि और दिव्य क्षमता प्राप्त करने की योजना बना रहा था। आकर्ष ने पूछा था और उसने आकर्ष को सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय की आक्रामक रक्षात्मक ड्यूप्रेट दिव्य विधि और 1000 पत्तियों वाले दिव्य संप्रदाय की आक्रामक गति वाली ड्यूप्रेट दिव्य क्षमता के बारे में बताया था। मास्टर आकर्ष, सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र होश में आने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले। उन्होंने सचमुच नहीं सोचा था कि आकर्ष उन दोनों लोगों की तुच्छता का फायदा उठाएगा। क्या आप कह रहे हैं? गौरव, जो पहले होश में आया था, ने आकर्ष को देखने से पहले ताई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और 1000 पत्तियों वाला दिव्य संप्रदाय आपको क्रमशः एक आक्रामक रक्षात्मक ड्यूप्रेट दिव्य विधि और एक आक्रामक आंदोलन ड्यूप्रेट दिव्य क्षमता प्रदान करे यदि आप हमारे सामने एक ओवरआर्चिंग हेवन पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेते हैं? यदि आप असफल होते हैं तो ताई दिव्य संप्रदाय हमें एक ड्यूप्रेट दिव्य तकनीक और 2 ड्यूप्रेट दिव्य क्षमताओं से क्षतिपूर्ति करेगा। उसने आकर्ष के हाव भाव को गौर से देखा, मानो वह आकर्ष के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। आकर्ष की नजर और भाव शुरू से आखिर तक शांत रहे। वह एक बूढ़े साधु की तरह निश्चल खड़ा रहा। हाँ, तुम कितनी चतुराई से मेरी बात समझ रहे हो, आकर्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। कैसा रहेगा? क्या तुम में मेरे साथ जुआ खेलने की हिम्मत है? अगर नहीं तो भाग जाओ। जाओ और 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख दिव्य संप्रदायों के प्रतिनिधि को बुलाओ। उस समय बिना किसी इनाम के भी मैं ताई दिव्य संप्रदाय पर लगे आरोपों को साफ करने के लिए सबके सामने एक स्वर्ग की गोली को परिष्कृत करूंगा। उसने गौरव को नजरअंदाज कर दिया, जिसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। इसके बजाय उसने तारकनाथ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उप संप्रदाय नेता तारकनाथ, कृपया 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख दिव्य संप्रदायों के प्रतिनिधियों को यहाँ आमंत्रित करें। फिर आकर्ष चारवी की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, चारवी, चलो दुकान पर वापस चलते हैं। हम उप संप्रदाय नेता तारकनाथ और गुरु गौरव का इंतजार करेंगे, जो 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख दिव्य संप्रदायों के प्रतिनिधियों को यहाँ आमंत्रित करेंगे। फिर वह मुड़ा और चारवी के साथ दुकान में दाखिल हुआ। आकर्ष के दुकान में दाखिल होते ही अंदर से उसकी आवाज और हंसी साफ सुनाई दी। दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि वे कल तक ही सबको इकट्ठा कर पाएंगे। तारकनाथ और गौरव की अभिव्यक्ति और भी अधिक खराब हो गई जब उन्होंने एक दूसरे को देखा। तारकनाथ ने वॉयस ट्रांसमिशन के माध्यम से गौरव से पूछा, मास्टर गौरव, आप एक प्रमुख दिव्य कीमियागर हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई संभावना है कि वह एक प्रमुख दिव्य कीमियागर हो सकता है जो ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम हो? गौरव से उसके प्रश्न के बावजूद वह वास्तव में नहीं सोचता था कि आकर्ष एक प्रमुख दिव्य कीमियागर था। एक प्रमुख दिव्य कीमियागर की तो बात ही छोड़ दे, जो ओवरआर्चिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम हो। आखिरकार आकर्ष 100 साल का भी नहीं था, वह कीमिया में इतना कुशल कैसे हो सकता है? जब आकर्ष ने कहा कि वह उनके साथ शर्त लगाना चाहता है, तो उसका पहला विचार ये था कि आकर्ष उनके झांसे को उजागर करने और उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आखिरकार 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों का कोई भी शीर्ष संप्रदाय दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं को प्राप्त करने से इनकार नहीं करेगा। वह आकर्ष की शर्त पर तुरंत सहमत नहीं हुआ, क्योंकि वह बस सावधानी बरत रहा था।
असंभव, गौरव ने आत्मविश्वास से कहा, वह 100 साल का भी नहीं है। अगर वह एक विशिष्ट दिव्य अग्नि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली भी हो, तो भी उसे स्वर्ग की सर्वव्यापी गोली को परिष्कृत करने का अनुभव प्राप्त करने में वर्षों लग जाएंगे। दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के इतिहास में 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की तो बात ही छोड़िए, अब तक कोई भी ऐसा प्रमुख दिव्य कीमियागर नहीं हुआ है जो 100 वर्ष की आयु से पहले स्वर्ग की सर्वव्यापी गोली को परिष्कृत कर सके। वास्तव में ऐसा कोई भी नहीं है जो 100 वर्ष की आयु से पहले एक प्रमुख दिव्य कीमियागर बनने में सफल रहा हो। जैसा कि मैंने पहले कहा, ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग ही एक विशिष्ट दिव्य अग्नि प्राप्त करने में सफल रहे हैं। हालांकि उन्हें प्रमुख दिव्य कीमियागर कहना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास सामान्य प्रमुख दिव्य गोलियों को परिष्कृत करने का कौशल नहीं था। स्वर्ग की सर्वव्यापी गोली की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 100 वर्ष से कम आयु के प्रमुख दिव्य कीमियागर हैं, लेकिन पूरे स्पिरिट सर्वव्यापी क्षेत्र में उनकी संख्या बहुत कम है। स्वर्ग। फिर भी मैंने कभी किसी ऐसे प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ के बारे में नहीं सुना जो 100 साल से कम उम्र का हो और जो स्वर्ग की सर्वव्यापी गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हो। खैर, ये बस मेरी अज्ञानतापूर्ण राय है। आखिरकार मैं तो एक प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ हूँ जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों में लौटने से पहले दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में 100 से ज्यादा साल बिताए थे। मुझे क्या पता, अपने भाषण के अंत में वह अपनी तारीफ करना नहीं भूले। सचमुच, गौरव 200 साल पहले 6 दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में चले गए थे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि सीमावर्ती क्षेत्रों के एक प्रतिष्ठित प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ वे मध्य क्षेत्र में कुछ भी नहीं थे। आखिरकार प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ किसी भी कुल या संप्रदाय में, जिसका जरा भी रुतबा हो, दर्जनों में एक जैसे ही थे। शक्तिशाली सेनाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि मध्य क्षेत्र ने उनके क्षितिज को व्यापक बनाया और सीमावर्ती क्षेत्रों की तुलना में बेहतर साधना और रसायन विद्या के संसाधन उपलब्ध थे, फिर भी वे सीमावर्ती क्षेत्रों में लौट आए क्योंकि उन्हें वहां वह ध्यान और मान्यता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके अलावा उनकी साधना का आधार भी औसत ही था। उनके पास केवल रसायन विद्या में ही कौशल था। जैसा कि कहावत है, शेर की पूंछ से कुत्ते का सिर होना बेहतर है। लौटने के बाद वे छाया क्षेत्र के सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय में एक दिव्य रसायनज्ञ के रूप में शामिल हो गए। 1000 पत्तों वाले दिव्य संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख तारकनाथ इस बात से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने गौरव से उनकी राय पूछने का फैसला किया। आखिरकार रसायन विद्या के मामले में गौरव की तुलना में वे कम जानकार थे। उन्होंने फिर से पुष्टि के लिए पूछा, तो ये युवक जानबूझकर समय बचाने की कोशिश कर रहा है और हमारी बातों को झूठा साबित कर रहा है? बिल्कुल, गौरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, उपसंप्रदाय नेता तारकनाथ, मुझे नहीं पता कि आपने गौर किया या नहीं। जब उस बदमाश ने कहा कि वह हमारे साथ शर्त लगाना चाहता है, तो ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज और प्रमुख दिव्य कीमियागर दंग रह गए। जाहिर है कि वे उस बदमाश की बातों से अचंभित थे। अब मुझे और भी यकीन हो गया है कि वह बदमाश हमें डराने के लिए ऐसा नाटक कर रहा है। शायद उसे लगता है कि हम शर्त स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उसकी शर्त नहीं मानेंगे तो हमें बस शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर गौरव ने तारकनाथ को मनाने की कोशिश की। उपसंप्रदाय नेता तारकनाथ, अगर आप उसकी शर्त स्वीकार करने की योजना बनाते हैं तो मैं वापस आकर अपने संप्रदाय के नेता को भी शर्त स्वीकार करने के लिए मना लूंगा। इससे न केवल हमें शर्मिंदा होने से बचाया जा सकेगा, बल्कि हम अपने अपने संप्रदायों के लिए एक दिव्य विधि और 2 दिव्य क्षमताएं भी प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ तक कि गहन स्वर्ग दिव्य संप्रदाय जैसा शक्तिशाली संप्रदाय भी अधिक द्युक श्रेणी की दिव्य विधियों और दिव्य क्षमताओं को अस्वीकार नहीं करेगा, है ना? हालांकि वह आकर्ष की शर्त स्वीकार करने के लिए उत्सुक था। वह जानता था कि उसे तारकनाथ की सहमति की भी आवश्यकता होगी। अगर तारकनाथ ने मना कर दिया तो आकर्ष अकेले उसके साथ शर्त लगाने के लिए सहमत नहीं होगा। तारकनाथ को हिचकिचाते देख गौरव ने जल्दी से कहा, उपसंप्रदाय नेता तारकनाथ, अगर आप सहज महसूस नहीं करते तो मैं जोखिम उठाने और इस बदमाश की परीक्षा लेने को तैयार हूँ। मैं उसे बता दूंगी कि 1000 पत्तों वाला दिव्य संप्रदाय इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय उसकी शर्त स्वीकार कर लेगा। स्वाभाविक रूप से अगर वह इसके लिए सहमत हो जाता है तो जब मैं शर्त जीत जाऊंगी तो 1000 पत्तों वाले दिव्य संप्रदाय को इनाम में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हालांकि अगर वह मना कर देता है और 2 संप्रदायों या किसी के साथ शर्त लगाने पर अड़ा रहता है, तो ये दिखाएगा कि वह केवल हमारी धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर रहा है और समय लेने की कोशिश कर रहा है। उस समय आप बिना किसी चिंता के शर्त पर सहमत हो सकते हैं। तारकनाथ आकर्ष की शर्त मानने को तैयार था। हालांकि काफी सोच विचार के बाद उसने सुरक्षित खेलने का फैसला किया। ऐसे में पहले उसे परख लेना चाहिए। इस बीच जो भी वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से
तारकनाथ और गौरव की बातचीत से अनजान थी। वे दोनों की निष्क्रियता देखकर चकित रह गए। बिल्कुल नहीं, हजार लीवन सेलेस्टियल संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता और सहायक सूर्य सेलेस्टियल संप्रदाय के प्रमुख सेलेस्टियल किमियागर उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे। वे इतने मूर्ख क्यों हैं? जाहिर है कि ताई दिव्य संप्रदाय का वह बच्चा सिर्फ उनकी धूर्तता को उजागर कर रहा है। उस बच्चे की हरकत से वे कैसे डर सकते हैं? ये स्वाभाविक ही है कि वे हिचकिचाएंगे। आखिरकार उनके संप्रदायों की सर्वोत्तम दिव्य विधि और दिव्य क्षमता दांव पर लगी है। फिर भी वह बच्चा साफ झूठ बोल रहा है। अगर वे दोनों उस बच्चे की शर्त मान लें तो वे ताई दिव्य संप्रदाय की दिव्य विधि और दिव्य क्षमताएं जरूर जीत जाएंगे। वह बच्चा बकवास कर रहा है। उसकी उम्र तो 100 साल भी नहीं है। बिना इजाजत लिए ताई दिव्य संप्रदाय की ड्यू ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं को दांव पर लगाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये ताई दिव्य संप्रदाय के खजाने हैं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि सूर्य दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ और 1000 पत्तों वाले दिव्य संप्रदाय के उप संप्रदाय प्रमुख क्या सोच रहे हैं। जब कोई उन्हें एक ड्यूक श्रेणी की दिव्य विधि और 2 ड्यूक श्रेणी की दिव्य क्षमताएं थाली में परोस रहा है तो वे क्यों हिचकिचा रहे हैं? भीड़ खुद को आपस में कानाफूसी करने से नहीं रोक पाए। भीड़ में ज्यादातर लोग आकर्ष के खिलाफ थे, हालांकि उसकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। ये लोग सिर्फ इसलिए दुश्मनी कर रहे थे क्योंकि उन्हें आकर्ष से जलन हो रही थी, जिसे चार्वी का स्नेह था। वे आकर्ष को अपमानित होते देखना चाहते थे, लेकिन अगर तारकनाथ और गौरव शर्त मानने को तैयार नहीं थे तो वे ऐसा नजारा कैसे देख सकते थे? असंतुष्ट होने के कारण वे सीधे तौर पर तारकनाथ और गौरव को डांटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे बस चुपके से आपस में कानाफूसी कर सकते थे। आकर्ष और चार्वी, जो दुकान की दहलीज पार कर चुके थे, अचानक एक तेज आवाज गूंजी तो रुक गए। गंदे स्वरों, यहीं रुक जाओ। सब लोग तुरंत चुप हो गए। इतना सन्नाटा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उनकी नजर उस व्यक्ति पर गई जिसने बोला था। वह कोई और नहीं बल्कि सूर्य सहायक दिव्य संप्रदाय का प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ गौरव था। इससे असंतुष्ट लोगों की आंखें तुरंत चमक उठी। मामला गर्मा रहा है। लगता है हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। इस बीच कुछ पल बाद आकर्ष ने गौरव की बात अनसुनी कर दी और चलता रहा। फिर भी उसने कहा, चार्वी, मुझे लगता है हमारे पीछे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुत्ता किस पर भौंक रहा है। हालांकि वह चार्वी से बात कर रहा था, लेकिन उसके शब्द साफ तौर पर गौरव की ओर इशारा कर रहे थे। बच्चा, तू मौत चाहता है। आकर्ष की बातें सुनकर गौरव ने आखिरकार अपना आपा खो दिया। दिव्य मूल ऊर्जा भड़क उठी और उसकी आंखें लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह आकर्ष पर हमला करने ही वाला है। जल्द ही एक और गुस्से भरी आवाज हवा में गूंज उठी, मुझे लगता है कि तुम ही मौत चाहते हो। धमाका, क्या? गौरव ने दर्द से चीखने से पहले कहा। ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज हरिशंकर ने अभी अपनी आस्तीनें ही फड़फड़ाई थी, लेकिन एक विशाल और अद्वितीय शक्ति 1000 सर पर दौड़ते घोड़ों की तरह गौरव की ओर बढ़ी, इससे पहले कि वह उसे वापस उड़ा ले जाती। गौरव की दिव्य मूल ऊर्जा दबा दी गई, जिससे उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और उसके मुंह से खून निकल आया। ताई दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ का अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर कोई और होता तो मैं उन्हें पहले ही मार डालता। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय के एक दिव्य रसायनज्ञ हो, हरिशंकर ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय गौरव के साथ आए लोग एक साथ चिल्लाए, मास्टर गौरव! वे घबराहट में उसकी ओर दौड़े। हालांकि उन्हें उसकी चोटों की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हरिशंकर से स्पष्ट रूप से भयभीत होकर वे सभी उसके पास पहुंचते ही उसके पीछे छिप गए थे। ये लोग सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय के सदस्य नहीं थे। वे केवल साधारण और आदिम दिव्य किमियागर थे जिन्होंने गौरव की चापलूसी की और एक शो देखने के लिए उसके पीछे यहाँ आ गए। गौरव के बिना वे ताई दिव्य संप्रदाय जैसे शीर्ष संप्रदाय के लिए परेशानी पैदा नहीं कर पाते। यह उनके लिए जीवन भर की शेखी बघाड़ने के लिए पर्याप्त था। हालांकि अब उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे मारे गए तो कोई भी उनके लिए खड़ा नहीं होगा। चूंकि हरिशंकर ने अपनी ताकत पर काबू पा लिया था, इसलिए गौरव को अपनी चोटें ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि उसने हरिशंकर पर अपना गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बस गुस्से से कहा, आकर्ष, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। आकर्ष, जो दुकान में दाखिल हुआ था, आखिरकार गौरव की ओर देखने लगा। आखिरकार तुम समझदार हो रही हो, गौरव ने ठंडे स्वर में कहा। मैं आपकी शर्त से सहमत हूँ। हालांकि क्या आप निश्चित हैं कि आप ताई दिव्य संप्रदाय की ड्यू ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं को दांव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे डर है कि हारने पर आप वादा किया गया इनाम नहीं दे पाएंगे।
हरिशंकर ने गौरव को ठंडेपन से देखा और बीच में ही कहा, मैं ताइई दिव्य संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। मैं उसकी गारंटी लेता हूँ और उसे संप्रदाय की ड्यू ग्रेड दिव्य पद्धति और दिव्य क्षमताओं को दांव पर लगाने की अनुमति देता हूँ। अगर वह हार भी जाता है तो संप्रदाय और मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। क्या तुमने सुना? आकर्ष ने गौरव से पूछा। फिर गौरव के जवाब का इंतजार किए बिना उसने तारकनाथ की ओर देखा और पूछा, उप संप्रदाय नेता तारकनाथ, गुरु गौरव मेरे साथ शर्त लगाने के लिए राजी हो गए हैं। आपके बारे में क्या? तारकनाथ के जवाब देने से पहले ही गौरव ने बीच में ही बोल दिया, उप संप्रदाय नेता तारकनाथ आपके साथ शर्त नहीं लगाएंगे। मैं लगाऊंगा, सिर्फ आप। आकर्ष ने घृणा से कहा, मुझे माफ करना, अगर सिर्फ आप ही हैं तो मुझे सट्टा लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। गौरव एक पल के लिए हंस पड़े, फिर बोले, तुम्हें बस अपनी पोल खुलने का डर है। फिर उन्होंने तारकनाथ से कहा, उप संप्रदाय नेता तारकनाथ, क्या अब तुम्हें सुकून मिल रहा है? तारकनाथ ने आकर्ष की ओर ध्यान से देखा और कहा, मास्टर आकर्ष, चूंकि आप हमारे साथ शर्त लगाना चाहते हैं तो मैं खुशी से आपकी मदद करूंगा। आकर्ष ने तारकनाथ और गौरव को उपहास भरी नजरों से देखा। जरूर, लेकिन शर्त लगाने से पहले तुम दोनों को अपने अपने संप्रदाय के नेताओं से अनुमति लेनी चाहिए, वरना तुम दोनों के हारने पर तुम्हारे संप्रदाय मुझे इनाम देने से मना कर सकते हैं। ये बहुत कष्टप्रद होगा। मुझे संप्रदाय के नेता की अनुमति प्राप्त करने के लिए वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक संचार दिव्य ताबीज के माध्यम से उन्हें बताऊंगी कि उनके साथ क्या हुआ था और वह निश्चित रूप से मुझे जवाब देंगे, तारकनाथ ने कहा। गौरव ने कहा, मेरे लिए भी यही बात लागू होती है। ऐसी स्थिति में आपको दिव्य संचार तावीजों के माध्यम से अपने संप्रदाय के नेताओं को आमंत्रित करना चाहिए। आखिरकार मुझे डर है कि अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा तो वे बाद में ड्यू ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमता नहीं सौंप सकते। आकर्ष ने कहा, मुझे उनकी उपस्थिति के बिना चैन नहीं पड़ता। आखिरकार अगर ताइई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज आज यहाँ नहीं होते तो मुझे यकीन है कि आप भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते जब मैंने कहा था कि मैं संप्रदाय की ड्यू ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं को दांव के रूप में इस्तेमाल करूंगा। मेरा अनुरोध बहुत ज्यादा नहीं है ना? आकर्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बोलना समाप्त करने के बाद हल्के से मुस्कुराया। गौरव और तारकनाथ ने एक दूसरे को देखा और फिर से वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से बातचीत की। उप संप्रदाय नेता तारकनाथ, वह जितना अधिक अनुरोध करता है उतना ही अधिक स्पष्ट होता है कि वह डरता है। मैं सहमत हूँ। चूंकि वह हमारे संप्रदाय के नेताओं को यहाँ चाहता है तो चलो जैसा उसने कहा है वैसा ही करते हैं, वरना वह सोचेगा कि हम उससे डरते हैं। ये सही है। उसके बाद तारकनाथ और गौरव ने अपने अपने संप्रदाय के नेताओं को आमंत्रित करने के लिए संचार दिव्य तावीजों का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। ताइई दिव्य संप्रदाय के 3 प्रमुख दिव्य रसायनज्ञ सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र ये देखकर दंग रह गए कि तारकनाथ और गौरव ने अपने अपने संप्रदाय के नेताओं को आमंत्रित करने में कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने उन दोनों को ऐसे देखा जैसे वे मूर्ख हों। क्या उन्होंने नहीं देखा कि आकर्ष कितना आश्वस्त था? फिर भी उन्होंने आकर्ष के साथ दांव लगाने का साहस किया। वे अपने संप्रदायों की आक्रामक रक्षात्मक ड्यू ग्रेड दिव्य विधि और आक्रामक आंदोलन दिव्य क्षमता को दांव पर कैसे लगा सकते थे? अफसोस, तारकनाथ और गौरव ने 3 प्रमुख दिव्य कीमियागरों की प्रतिक्रियाओं को उनके डर के कारण समझ लिया। ... इस दौरान कोई व्यक्ति जो 100 साल का भी नहीं है बहुवाचिंग हेवन पिल्स को परिष्कृत कर रहा है। ये कैसे संभव है? एक प्रमुख दिव्य कीमियागर जो स्वर्ग की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम है जबकि उसकी आयु 100 वर्ष भी नहीं है। हास्यास्पद। गौरव और तारकनाथ का संदेश पाकर सूर्य दिव्य संप्रदाय और सहस्त्रपति दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुखों की ये प्रतिक्रियाएं थीं। दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के ताइई दिव्य संप्रदाय की दुकान की ओर प्रस्थान किया। तारकनाथ और गौरव की तरह उन्होंने भी सोचा कि शर्त न मानना नुकसानदेह होगा। आखिरकार ये ताइई दिव्य संप्रदाय द्वारा अपनी ड्यूक श्रेणी दिव्य विधि और दिव्य क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से सौंपने जैसा था। अगर ताइई दिव्य संप्रदाय के लोग अपनी ड्यूक श्रेणी की दिव्य विधि और दिव्य क्षमताएं मुफ्त में दे रहे हैं तो उन्हें मना करने का कोई कारण नहीं है। यही विचार सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और सहस्त्रपति दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुखों का था। इसलिए तारकनाथ और गौरव से संदेश प्राप्त करने के बाद उन्होंने बिना समय गंवाए कीमिया नगर स्थित ताइई दिव्य संप्रदाय की दुकान की ओर प्रस्थान किया। ... इस बीच ताइई दिव्य संप्रदाय की दुकान के सामने खड़ी भीड़ न सिर्फ तितर-बितर हुई बल्कि और भी बड़ी होती गई। और भी ज्यादा लोग इस उत्साह को देखने के लिए उमड़ पड़े। इस बार ताइई दिव्य संप्रदाय ने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। शायद यहाँ तक कि पुराने पूर्वज ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर गौरव और उप संप्रदाय नेता तारकनाथ वास्तव में अपने संबंधित संप्रदाय के नेताओं को आमंत्रित करेंगे।
इस बार ताई दिव्य संप्रदाय के बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने कमाल कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है। उसने ताई दिव्य संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज को भी अपनी इस पागल योजना में शामिल कर लिया। मुझे अल्केमी सम्मेलन शुरू होने से पहले ही ऐसा ड्रामा देखने की उम्मीद नहीं थी। बंजर भूमि में अल्केमी सिटी की यह यात्रा वास्तव में सार्थक है। उत्साह को देखने के लिए आई भीड़ के अलावा सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय के प्रमुख दिव्य कीमियागर गौरव और उनके लोग और 1000 पत्तियों वाले दिव्य संप्रदाय के उप संप्रदाय नेता तारकनाथ और उनके 2 शिष्य भी ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान के बाहर खड़े थे। जहां तक ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों का सवाल है, वे दुकान के भीतरी कक्ष में चले गए थे, जिज्ञासु निगाहों से दूर। चूंकि ताई दिव्य संप्रदाय के पुराने पूर्वज हरिशंकर यहाँ थे, इसलिए तारकनाथ सहित किसी ने भी वहाँ क्या हो रहा है ये जानने के लिए अपनी दिव्य चेतना को लापरवाही से फैलाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि बाहर के लोगों की नजर में ताई दिव्य संप्रदाय के लोगों के कार्यों ने उन्हें दोषी बना दिया। ... ताई दिव्य संप्रदाय की दुकान के आंतरिक कक्ष में पुराने पूर्वज, जब सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और 1000 पत्तियों वाले दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता आएंगे तो संभावना है कि वे मेरी शर्त से सहमत न हो। आकर्ष ने हरिशंकर की ओर देखा और कहा, उस समय मुझे आशा है कि आप एक शो आयोजित करने में मेरा सहयोग करेंगे। उस समय कृपया ऐसा करें। आकर्ष ने हरिशंकर को अपनी योजना बताई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और 1000 पत्तियों वाले दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता शर्त लगाने से इनकार नहीं करेंगे। आकर्ष की योजना सुनकर सुदर्शन खिलखिलाकर मुस्कुराया। अगर तुम ऐसा करोगे तो सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और 1000 पत्तों वाले दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख जरूर फंस जाएंगे। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कीमिया सम्मेलन से पहले एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। शायद हम भविष्य में संप्रदाय के लिए ट्रिपल ट्रेड ड्यू ग्रेट सेलेस्टियल मेथड या दिव्य क्षमता भी जीत सकें। इसके विपरीत हरिशंकर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मास्टर आकर्ष, सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और 1000 पत्तों वाले दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुखों को प्रलोभन में फंसाना मुश्किल नहीं है। जब तक वे ये पुष्टि नहीं कर देते कि आपकी उम्र 100 साल से भी कम है, वे यह नहीं मानेंगे कि आप एक प्रमुख दिव्य कीमियागर हैं। ओवरआर्किंग हेवन पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम होने की बात तो दूर की बात है। हालांकि अगर आप सार्वजनिक रूप से गोलियों को परिष्कृत करते हैं तो क्या सभी को आपकी तापन गति के बारे में पता नहीं चल जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में दूसरों के साथ शर्त लगाना मुश्किल होगा। शुरुआत में हरिशंकर ने ताई दिव्य संप्रदाय के लिए द्विगुण दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं प्राप्त करने की आशा की थी। हालांकि इस शर्त के साथ अब उसे ऐसा नहीं लगता था। आखिरकार संप्रदाय सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और सहस्त्रपति दिव्य संप्रदाय से द्विगुण दिव्य विधि और दिव्य क्षमता प्राप्त करने वाला था। इस समय उसका लक्ष्य संप्रदाय के लिए त्रिगुण युग श्रेणी दिव्य विधियां और दिव्य क्षमताएं प्राप्त करना बन गया था। आप निश्चिंत रहिए वृद्ध पूर्वज। हरिशंकर की चिंता सुनकर आकर्ष मंद मंद मुस्कुराया। उसकी आंखों की गहराई में एक चतुराई भरी नजर पल भर के लिए चमकी जब उसने कहा, मुझे अपनी कड़ाही गर्म करने की गति पर पूरा नियंत्रण है। हालांकि गति बढ़ाने के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे लिए अपनी गति धीमी करना आसान है। इसके बाद मैं अपनी गति 8 घंटे तक ही रखूंगा। इसके साथ ही हम अपनी योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही, हम चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं। मास्टर आकर्ष के कौशल के साथ गति कम करना और समय बढ़ाना इससे आसान नहीं हो सकता, सुदर्शन ने कहा। चिंता मत करो पुराने पूर्वज, सुनील ने बीच में कहा। वाह, बहुत बढ़िया। हरिशंकर ने उनकी बातें सुनकर राहत की सांस ली। उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, आज के बाद हमारे ताई दिव्य संप्रदाय के पास एक आक्रामक रक्षात्मक ड्यूक ग्रेड दिव्य विधि और एक आक्रामक गति वाली ड्यूक ग्रेड दिव्य क्षमता होगी। एक बार जब ताई दिव्य संप्रदाय ने सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और सहस्त्रपति दिव्य संप्रदाय से द्विगुणित ड्यूक श्रेणी दिव्य विधि और दिव्य क्षमता प्राप्त कर ली तो संप्रदाय में सुधार तुरंत स्पष्ट नहीं होंगे। हालांकि समय के साथ संप्रदाय की समग्र शक्ति में निश्चित रूप से सुधार होगा। उस समय भले ही सहस्त्र मकड़ियां दिव्य संप्रदाय और मार्शल ड्रैगन दिव्य संप्रदाय एकजुट हो जाएं, फिर भी वे ताई दिव्य संप्रदाय को दबा नहीं पाएंगे। ताई दिव्य संप्रदाय के एक पुरानी पीढ़ी के महाशक्ति होने के नाते हरिशंकर स्वाभाविक रूप से ताई दिव्य संप्रदाय को और ऊंचा उठते देखना चाहता था, इससे पहले कि उसे संप्रदाय और सीमांत प्रदेश छोड़ना पड़े। जैसे ही उसने आकर्ष को देखा, उसने पाया कि आकर्ष आंखों को और भी अधिक भाता जा रहा है। ये सब इस दिव्य कीमियागर की बदौलत है। ... लगभग 1/4 घंटे बाद पब फ्यूचर एड्स। दुकान के बाहर से तारकनाथ की आवाज गूंजी, वरिष्ठ हरिशंकर, मेरे संप्रदाय के नेता यहाँ हैं। गौरव की आवाज भी समय पर सुनाई दी, सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख भी यहाँ हैं।
आकर्ष ने हरिशंकर की ओर देखा और गंभीरता से कहा, पुराने पूर्वज संप्रदाय के नेता यहाँ हैं। वे मेरी शर्त मानेंगे या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। चिंता मत करो गुरु आकर्ष, मैं सफलता सुनिश्चित करूंगा। आखिरकार हमारा संप्रदाय दोहरे गुणों वाली ड्यू ग्रेड दिव्य विधि और दिव्य क्षमता प्राप्त कर पाएगा या नहीं, यह इसी पर निर्भर करता है। हरिशंकर ने उत्तर दिया। आकर्ष ने मन ही मन राहत की सांस ली। फिर वह, चारवी, सुदर्शन, सुनील और योगेंद्र हरिशंकर के पीछे दुकान से बाहर निकल गए। इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सुदर्शन को तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि दुकान के सामने भीड़ बढ़ गई थी। जैसे ही आकर्ष और अन्य लोग बाहर निकले, दो अजनबी आगे बढ़े और हरिशंकर का अभिवादन करने की पहल की। वरिष्ठ हरिशंकर, गौरव और तारकनाथ उन दो अजनबियों के पीछे खड़े थे, इसलिए उनकी पहचानना मुश्किल नहीं था। वे स्पष्ट रूप से क्रमशः सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और सहस्त्रपति दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख थे। गौरव के सामने खड़ा व्यक्ति एक मजबूत शरीर वाला अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने लाल रंग का ज्वलंत वस्त्र पहना हुआ था। उसका चेहरा कठोर लग रहा था और उसकी आंखों से शक्ति झलक रही थी। दूसरी ओर तारकनाथ के सामने खड़ा व्यक्ति एक सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी था। वह बहुत सुंदर था। उसके हाथ में एक पंखा था, जिससे वह किसी विद्वान जैसा लग रहा था। सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख कमलेंद्र और सहस्त्रपतियों वाले दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख शशांक। जब वे दुकान में थे तो हरिशंकर ने आकर्ष से सहायक सूर्य दिव्य संप्रदाय और सहस्त्रपतियों वाले दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुखों के बारे में संक्षेप में बात की थी। हरिशंकर ने आकर्ष को यह भी बताया कि कमलेंद्र और शशांक दोनों ही 8 त्रिग्राम दिव्य ड्यूक भी थे। हालांकि उनके साधना आधार हरिशंकर के समान थे, वे वरिष्ठता में कम थे क्योंकि हरिशंकर ये दिव्य संप्रदाय के पूर्वज थे। संप्रदाय नेता कमलेंद्र, संप्रदाय नेता शशांक, हमारी पिछली मुलाकात को काफी समय हो गया है, हरिशंकर ने कमलेंद्र और शशांक को जवाब दिया। बोलते हुए उसने असहाय भाव से कहा। हरिशंकर की असहाय अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से कमलेंद्र और शशांक की नजरों से बच नहीं पाए, भले ही हरिशंकर की अभिव्यक्ति जल्दी ही सामान्य हो गई थी। वरिष्ठ हरिशंकर, मैंने जो हुआ उसके बारे में सुना है। ये तो बस एक मामूली बात है। आप मास्टर आकर्ष को आदेश क्यों नहीं देते कि वे ताई दिव्य संप्रदाय का नाम साफ करने के लिए स्वर्ग की सर्वव्यापी गोलियों को परिष्कृत करें? शर्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कमलेंद्र ने हरिशंकर से कहा। ये सही है, शशांक ने बीच में कहा। वरिष्ठ हरिशंकर, हम शर्त क्यों नहीं भूल जाते? आप अपने संप्रदाय के दिव्य रसायनज्ञ को आदेश दे सकते हैं कि वह स्वर्ग की सर्वव्यापी गोली को परिष्कृत करे। कमलेंद्र और शशांक की बातें सुनकर हरिशंकर ने राहत की सांस ली। उन्होंने जल्दी से उनका प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा, चूंकि दोनों संप्रदाय के नेताओं ने बात कर ली है। हालांकि हरिशंकर अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही गौरव ने हरिशंकर को गंभीरता से देखते हुए बीच में ही कहा, वरिष्ठ हरिशंकर, इससे पहले आपके ताई दिव्य संप्रदाय के गुरु आकर्ष ने एक शर्त रखी थी और आपने कहा था कि आप उनका समर्थन करेंगे। ऐसा लगता है कि अब आपको अपने शब्दों पर पछतावा हो रहा है और आप उनसे पीछे हटने की योजना बना रहे हैं। क्या ये अनुचित नहीं है? अपनी बात समाप्त करते हुए वह आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया, मानो उसे अपनी सफलता का पूरा यकीन हो। तुम खुद को क्या समझते हो? हरिशंकर ने गौरव को ठंडेपन से देखा और उसे डांटा, मैं दो संप्रदाय के नेताओं से बात कर रहा हूँ। मुझे बीच में टोकना और मुझे आदेश देना तुम्हारा काम नहीं है। बोलते हुए उसके हाव भाव रंगीन थे। हरिशंकर के पास खड़े आकर्ष ने हरिशंकर के चेहरे पर बदलते भाव देखे और वह मन ही मन भरने से खुद को रोक नहीं पाया। पुराने पूर्वज का अभिनय कौशल वाकई काफी प्रभावशाली है, वरिष्ठ हरिशंकर, तारकनाथ ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। जैसा मास्टर गौरव ने कहा था, शर्त मास्टर आकर्ष ने ही रखी थी। अगर आप अपनी बात से मुकरने की सोच भी रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि किसी भी बात पर सहमत होने से पहले आपको मास्टर आकर्ष से बात कर लेनी चाहिए। फिर वह आकर्ष की ओर देखने के लिए मुड़ा। जल्द ही सभी की नजरें आकर्ष पर टिक गईं। उप संप्रदाय नेता तारकनाथ, आकर्ष ने निडरता से तारकनाथ की निगाहों से मुलाकात की और ऊंची आवाज में कहा, मैं संप्रदाय नेता कमलेंद्र और संप्रदाय नेता शशांक से सहमत हूँ। इस पर शर्त लगाने से हमारे ताई दिव्य संप्रदाय और आपके दो संप्रदायों के बीच शांति भंग हो जाएगी। ये सुनकर तारकनाथ और गौरव मदद नहीं कर सके और आकर्ष को इतना बेशर्म होने के लिए कोसने लगे। दूसरी ओर हरिशंकर, सुदर्शन और अन्य लोग भी स्तब्ध दिखे। मास्टर आकर्ष क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें डर नहीं है कि सपोर्टिंग सन सेलेस्टियल सेक्ट और 1000 लीव्स सेलेस्टियल सेक्ट सचमुच शर्त स्वीकार करना छोड़ देंगे?